Hello everyone, welcome back. This is Mayank Kothari. Today we are going to start with the Forex revision and it is going to help you in November 2024 exam. Although ये November 2024 एग्जाम के लिए है वीडियो बट May 2025 एंड November 2025 स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो वॉच इट एज द सिलेबस इज सेम. आइए देखते हैं सर कि फॉरेक्स के रिवीजन में हमने क्या क्या देखना है. एक तो ये पूरा चार्ट कवर करेंगे जिसमें आपको समरी आ जाएगी कि हाँ ठीक है फॉरेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ पे ख़त्म होता है. इसके बाद सर हम फार्मूला बुक से फार्मूलाज भी कवर अप करेंगे. यहाँ पे हमारे फार्मूलाज रहेंगे तो एक ये भी तरीका रहेगा रिवीजन करने का. इन सब के अलावा हमारे पास में नोट्स रहेंगे जहाँ पे हम छोटी मोटी वर्किंग करेंगे समझाने के लिए आपको कि क्या टर्मिनोलॉजीज़ होती है. क्वेश्चंस की बात करते हैं सर कि एग्जैक्टली कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम रिवीजन में कवर करने वाले हैं. सिर्फ अगर हम यहाँ पे आते हैं हमारे इंडेक्स पे तो अभी तक हमने इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट तक बहुत कुछ देख लिया. अब सिर्फ 3 से 4 चैप्टर बचे हुए हैं और फॉरेक्स में हमने सबसे ज़्यादा 43 क्वेश्चंस कवर करने हैं. ये 43 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपका हर कॉन्सेप्ट कवर कर लेगा सर फॉरेक्स का. इसके बाहर आपको देखने की ज़रूरत नहीं अगर आपके पास में टाइम कम है तो. टाइम है मतलब टाइम कम का मतलब मैं आपको बहुत बताता सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि अगर सिर्फ 2 महीने बचे हैं एग्ज़ाम के तो अगर 3 महीने भी बचे होंगे तो थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और हो जाता है. ठीक है, आओ सर अब हम स्टार्ट करते हैं इधर उधर की बातें ना करते हुए. सबसे पहले तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ. ये फॉरेक्स का चार्ट है सर, 1.5 पेजेस का चार्ट है और मैं सीधा अब यहाँ पे आता हूँ. एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि क्या होता है. ठीक है, ये आपको क्लियरली दिख सकता है कि कौन से कंट्री के फ्लैग है. सबसे पहले इंडिया, करेंसी उसकी इंडियन रुपी और उसके बाजू में आप देखोगे कि वो कोड है इंडियन करेंसी. हर कंट्री की करेंसी का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब से एक कोड होता है. इस कोड को ISO कोड कहा जाता है. ठीक है, ये जो तरीका है ना ये ISO कोड है. ISO कोड के हिसाब से 3 अल्फ़ाबेट्स में हर करेंसी को डिनोट किया गया है. ठीक है, सो INR इज़ इंडियन रुपीज़. पहले 2 लेटर कंट्री को स्पेसिफाई करते हैं और जनरली आखिरी लेटर जो होता है वो करेंसी को स्पेसिफाई करता है जनरली. दूसरा वाला US डॉलर, तीसरा जापानीज़ येन JPY, चौथा ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, पांचवा कैनेडियन डॉलर और स्विस फ्रैंक का CHF है सर. ठीक है, इसलिए मैंने वर्ड पहले ही स्टार्ट में यूज़ कर लिया था जनरली. ऑस्ट्रेलियन डॉलर AUD, सिंगापुर डॉलर SGD, यूरो का EUR. ये मेजर मैंने बता दिया जो आपको एग्ज़ाम में यूज़ होने वाले हैं. इनके अलावा कुछ और 2-3 आ सकते हैं आपको क्वेश्चंस में पर मोस्ट ऑफ द टाइम 90-95% ऑफ द टाइम इन्हीं करेंसीज में आप खेलोगे. ठीक है, अब और आ जाओ. अब सबसे पहले बात करते हैं सर करेंसी को कोट कैसे किया जाता है. सो ये एक एग्जांपल ले लो USD INR 8082. ठीक है, ये होता है करेंसी को कोट करने का तरीका बैंक द्वारा. जब भी आप कोई भी करेंसी खरीदने या बेचने जाते हो तो बैंक इस तरह का रेट आपको देती है. ये ISO के हिसाब से कोट दिया गया है जिसमें पहले जो 3 अल्फ़ाबेट्स है वो बेस करेंसी को डिनोट करते हैं. बेस करेंसी, ठीक है, इसको हम प्रोडक्ट करेंसी भी बोल सकते हैं या अंडरलाइंग असेट भी बोल सकते हैं. जो बाकी के 3 अल्फ़ाबेट्स है वो प्राइस करेंसी होती है. उस बेस का प्राइस क्या है वो बाकी के 3 अल्फ़ाबेट बताता है INR. ठीक है, उसको आप कोट करेंसी भी बोल सकते हो, उसको आप काउंटर करेंसी भी बोल सकते हो. उसके बाद जो नंबर आते हैं 80 और 82. 80 जो नंबर है यानी कि जो कम नंबर होता है उसे बिड रेट कहा जाता है. ये बिड रेट हो गया. और ये जो दूसरा नंबर होता है इसे आस्क रेट कहा जाता है. अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो 80 है ये होता है सर रुपीज़, ये है प्राइस. 80-82 क्या है सर? प्राइस है. किस चीज़ की प्राइस है? असेट की. सो इस पूरे कोट में ये जो पहले 3 अल्फ़ाबेट्स है ये ट्रेड किया जा रहा है. जैसे पार्ले जी बिस्किट खरीदने आप दुकान पे जाते हैं 5 रुपए का तो असेट क्या हो गया या प्रोडक्ट क्या हो गया? पार्ले जी. उसकी प्राइस क्या हो गई? 5 रुपये. वैसे यहाँ पे असेट और प्रोडक्ट क्या हो गया? डॉलर, US डॉलर. और उसकी प्राइस दी हुई है बाद में 80-82 INR. ठीक है, अब बात करते हैं सर 2 प्राइस क्यों दी हुई है. जैसे पार्ले जी का तो एक ही प्राइस था 5 रुपये का, यहाँ तो 2 है. एग्जैक्टली जब आप बैंक के पास जाते हो तो बैंक अपने एंगल से, बैंक खुद के एंगल से आपको एक रेट कोट करती है कि ये जो रेट है
इस पे हम असेट को खरीदते हैं। बैंक का असेट खरीदने का रेट है ये, और बैंक का असेट बेचने का रेट है। अब मैं जो असेट बोल रहा हूँ यानी कि अंडरलाइंग बोलो, असेट बोलो, प्रोडक्ट बोलो, बेस करेंसी बोलो, ठीक है। सो असेट, अंडरलाइंग, बेस करेंसी ये है। इस चीज़ को बैंक इस रेट पे खरीदेगी, इस रेट पे बेचेगी, आस्क रेट पे, ठीक है। या फिर आपको कभी भी सिंपल याद रखना है तो देखो, बैंक असेट को सस्ते में खरीदती है, महंगे में बेचती है। तो सस्ता रेट यानी कि कम रेट वो है 80 रुपए में डॉलर आप बैंक को दे सकते हो। यानी कि बैंक ने डॉलर खरीद लिया, आपको रुपए दे दिए 80 रुपए। पर जिस दिन आप डॉलर खरीदने जाओगे बैंक से, तो बैंक उस डॉलर को बेचेगी। आप बैंक के एंगल से देखना, बैंक का असेट बेचने का रेट निकालना है तो आस्क रेट यानी कि जो ज़्यादा नंबर वाला रेट है 82, ठीक है। सो अब दो तीन चीज़ें आप क्लियर कर लो कि ये जो कम नंबर होता है इसमें, इसे बिड रेट कहा जाता है। यह है बैंक का असेट खरीदने का रेट। 82 को आस्क रेट कहा जाता है, बैंक का सेलिंग रेट, ठीक है। अब बच्चे कहाँ गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको अभी तक जितना भी पूछा वो था असेट के फॉर्म में पूछा, मतलब असेट के टर्मिनोलॉजी में खरीदना या बेचने की बातें कर रहा था। जब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है तब बच्चे गलती कर देते हैं। मैं आपको एक गलती का तरीका बताता हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे रुपीज़ खरीदना है। अब ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये अंडरलाइंग असेट के टर्म में नहीं है, ये प्राइस के टर्म में है। सो बच्चे कैसे इंटरप्रेट करते हैं मैं आपको पहले बताता हूँ। मुझे रुपीज़ खरीदना है, बैंक को रुपीज़ बेचना है, तो ये बेचने वाला रेट लगा दो। अब उन्होंने क्या पढ़ा है कि आस्क रेट बोले तो बैंक का बेचने वाला रेट, अब उस पर बैंक कुछ भी बेचेगी, मतलब पूरी दुनियादारी बेच डालेंगी। ऐसा नहीं है ना। आप जो चीज़ बैंक का प्रोडक्ट होता है सिर्फ वही चीज़ उस पर बेची जाती है, और वो है सर डॉलर, रुपीज़ नहीं था, ठीक है। सो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मैं रुपीज़ खरीदना चाहता हूँ यानी कि डॉलर बेचना चाहता हूँ। मैंने क्या करा, मेरी रिक्वायरमेंट को मैंने असेट के फॉर्म में बदल दिया। मैंने देखा कि यहाँ असेट तो डॉलर है, तो डॉलर में यानी कि असेट में, बेस करेंसी में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, रुपीज़ खरीदना चाह रहा हूँ, डॉलर बेचना चाह रहा हूँ। तो बैंक डॉलर खरीदेगी, ये बिड रेट लगेगा। अब मैं आपको एक सीक्रेट सॉल्यूशन बता देता हूँ इस चीज़ का। अगर आप अपनी आदत सुधार लो तो आपकी गलती कभी नहीं होगी रेट को इंटरप्रेट करने में, ठीक है। अगर आपने ये रेट को प्रॉपर से समझ लिया और आपने ये पता लगा लिया कि बेस करेंसी क्या है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपकी रिक्वायरमेंट को अपनी बेस करेंसी की रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट करो रेट उठाने के पहले, ठीक है। तो तब कभी भी गलती नहीं होगी। सो आपको डॉलर बेचना है, बैंक को डॉलर खरीदना है, क्योंकि असेट ही है, ये असेट के टर्म में बात कर रहे हैं। बैंक तक जो रिक्वायरमेंट लेके जाओगे वो अंडरलाइंग असेट की रिक्वायरमेंट लेके जाओ, बेस करेंसी की रिक्वायरमेंट लेके जाओ, बस इतना याद रखना है। सो एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे डॉलर खरीदना है, बैंक को बेचना है, आस्क रेट क्योंकि असेट के था। मुझे रुपीज़ खरीदना है यानी मुझे डॉलर बेचना है, तो बैंक डॉलर खरीदेगी। सिंपल। मैंने क्या करा, दोनों बार मेरी रिक्वायरमेंट कुछ भी हो, मैंने जो रिक्वायरमेंट बैंक तक पहुंचाई वो थी असेट वाली, ठीक है। सो एक चीज़ याद रखेंगे सर, 80 इज नथिंग बट बिड रेट ऑफ बैंक्स, इसी को बोलते हैं बैंक्स बाइंग रेट, और 82 जो हायर नंबर होता है उसको बैंक्स सेलिंग रेट बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो बैंक का बाइंग रेट और सेलिंग रेट है, ये है सर असेट के लिए, ठीक है। सो हमेशा असेट वाली रिक्वायरमेंट बैंक तक लेके जाना। अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। अब हम आते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल। ये तो मैंने आपको एक स्टैंडर्ड बता दिया, पर आपके सिलेबस में ना बहुत उस चीज़ को गलत भी इस्तेमाल करा हुआ बोल सकते हैं, या कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करी हुई है अननेसेसरी। सो आपको जो कोटेशन कभी दिया जाएगा ना, वो ज़रूरी नहीं है हर बार प्रॉपर स्टैंडर्ड से ही दिया जाए, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो क्या दिया हुआ है। सबसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको कोटेशन ऐसा भी दिया जाएगा, ये सिंबल में है सर, आईएसओ कोड में नहीं है ना, आपके 3 अल्फ़ाबेट्स नहीं है, ये सिंबल में। इंडिया में हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जब भी हमें कन्वीनियंटली इस्तेमाल करना होता है तो उसे भी हम पढ़ेंगे रुपीज़ पर डॉलर। अब आप ऐसा नहीं बोलोगे कि मैं डॉलर को प्राइस मान लूँगा, नहीं सर, यह है रुपीज़ पर डॉलर। यहाँ पे डॉलर ही बेस करेंसी है जो पहले थी, ये प्राइस करेंसी है, ठीक है। सो इसको आप इधर से ऐसे पढ़ोगे, आपने जब आईएसओ दिया था तो इधर से ऐसे पढ़ा,
ठीक है, कैसे पढ़ोगे? 80 रुपये पर डॉलर, ऐसे गए ना आप, पर यहाँ पे कैसे पढ़ोगे? 80 रुपये पर डॉलर, तो आप ऐसे जा रहे हो। ठीक है, अब मैंने आपको एक और चीज़ बता दी, अब और एक चीज़ बताता हूँ। हो सकता है आपको कभी ऐसा दिया जाए, कभी क्या बहुत सारे क्वेश्चन में भी रहेगा INR USD 8082, अब क्या कर लोगे? अब पहली चीज़ तो पहला रूल बता देता हूँ, ये तरीका कोट करने का गलत है, इस तरीके से नहीं कोट करना चाहिए। दूसरा, ये अभी भी 80 रुपये पर डॉलर है, तो अब आप इसको ऐसे पढ़ोगे। सर आपने तो नीचे कुछ और बताया था, बराबर है, वो सही है, ऊपर नहीं दिया जाना है, पर आपके सिलेबस में कुछ क्वेश्चंस में है सर ऐसा है, तो हम पढ़ेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होने की ज़रूरत है कि कौन सी करेंसी स्ट्रांग है, कौन सी करेंसी वीक है। जनरली एक कोई ना कोई आपको हिंट उस क्वेश्चन में मिल ही जाएगी। इंस्टीट्यूट एक चीज़ अच्छी करता है कि अगर 4 कोट दिए हुए, 1 2 3 4, तो आपको 4 में से जो भी इजी जा रहा है या INR वाला कोट होगा, उससे आपको समझ आ जाएगा कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, हम हर क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ यही करने वाले हैं सर, तो आपको क्वेश्चंस जब आप कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि सर पढ़ना कैसे। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ कि अगर ये डॉलर पर रुपीज़ 8082 लिखा है अगर गलती से भी, तो ये गलत तरीका हो गया पहला तो। दूसरा, अगर लिखा भी है तो आपको पढ़ना सही तरीके से कि अभी भी ये 80 रुपये पर डॉलर है। मेरे को कैसे पता चला सर? मुझे इतना पता है कि डॉलर स्ट्रॉन्गर करेंसी है देन रुपीज़, 80 रुपये दे के $1 खरीदना समझ आता है, पर $80 दे के ₹1 खरीदना ये नहीं समझ आता, इसलिए मैं वैसे पढ़ ही नहीं रहा हूँ इस चीज़ को। आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट तो दे दी जाएगी। ये है सर एग्जैक्टली AFM के सिलेबस में जो इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा कचरा मचाया है, उस चीज़ का सॉल्यूशन। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। 2-3 चीज़ें जो आपको क्या याद रखनी है, पॉइंट वर्थ नोटिंग टू अवॉइड 90% मिस्टेक्स इन फॉरेक्स। पहला, ऑलवेज से कि फॉर अंडरलाइंग असेट या बेस करेंसी। किसके लिए? जब भी आप बैंक का बाइंग रेट लेते हो या सेलिंग रेट लेते हो, तो वहां रुको मत, आप बोलो बैंक का बाइंग रेट फॉर अंडरलाइंग असेट, बैंक का सेलिंग रेट फॉर अंडरलाइंग असेट। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी है, खरीदने बेचने का जो रेट है ये सिर्फ असेट के लिए, कोई और करेंसी के लिए नहीं है। दूसरा, ठीक है, दूसरी चीज़ जो ये है कि आप हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट बैंक को बेस करेंसी में दो, कि आप बेस करेंसी बैंक से खरीदना चाह रहे हो या बेचना चाह रहे हो। बेस करेंसी वो बताओ बैंक को, बैंक जो बेच रहा है वो बताओ। अब पार्ले जी बिस्किट दुकान में अगर लगा हुआ है तो वो खरीदना है या बेचना, ये बताओ। कभी ऐसा होता है क्या, आप अगर गए बैंक दुकान में, तो 5 रुपए के पार्ले जी बिस्किट के लिए आप ऐसा बोलते हो कि मैं 5 रुपए बेचना चाहता हूँ? आप उसको बोलते हो मैं पार्ले जी खरीदना चाहता हूँ, है ना? तो आप असेट की रिक्वायरमेंट देते हो, जो भी असेट है उसकी रिक्वायरमेंट दुकानदार को देते हो, तो बैंक को भी सिर्फ असेट की रिक्वायरमेंट दो, कभी गलती नहीं होगी। इनफैक्ट आपको डायरेक्ट कोट का इनडायरेक्ट करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सर। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप नोट करोगे कि हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करेंगे। ये क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। हाँ, अब एक और चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे स्टार्टिंग ही सर थोड़ा टाइम लेगा। अब यही रेट अगर मैं मान लो USD INR 8280 लिख देता, तो आप क्या करते? आप अभी भी पहले वाले नंबर को, यानी इस नंबर को बिड बोलोगे क्या? नहीं बोलेंगे सर, गलती से भी मत बोलना। अगर ऐसा एक क्वेश्चन आया था सिर्फ ऐसा पूरे सिलेबस में, उसके लिए मुझे समझाना पड़ रहा है। पहली बात तो ये लिखने का तरीका गलत है, पर लिख के आ भी गया तो इतनी चीज समझो, बैंक कभी भी महंगा नहीं खरीदता, तो आप 82 को बैंक का बाइंग रेट कैसे बोल सकते हो? बैंक कभी भी महंगा नहीं खरीदेगा, वो हमेशा सस्ता खरीदेगा और महंगा बेचेगा। तो गलती से भी अगर ऐसा दिया आ गया तो ये पहला रेट आपका आस्क रहेगा, ये बिड रहेगा। तो सारे जो रूल्स है आपके, उसको थोड़ा सा रिवाइज करो। रूल्स के हिसाब से 80-90% क्वेश्चंस आएंगे, पर कभी कभी हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। कोई भी डाउट आए किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछो। 2 चीज़ याद रखना है सर, कि प्रैक्टिकलिटी देखो कि क्या सही में लगता है कि आप रियल लाइफ में ऐसा होगा $80 पर रुपए होंगे, नहीं होता ऐसा, 80 रुपये पर डॉलर ही होगा। ठीक है, ऐसा कोट हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा आगे देखेंगे। ये चीज़ समझ में आई कि बैंक विल ऑलवेज बाय चीप एंड सेल हाई। ठीक है, अब इंडियन टर्म में देखो,
अगर ये इंडिया में बंदा बैठा हुआ है और वो पढ़ रहा है तो आप देख सकते हो कि इंडियन करेंसी जो है आपकी उस भाषा में बात करी गई है कि 80 रुपये पर डॉलर, 82 रुपये पर डॉलर। तो ये जो सारे नंबर्स है वो आपको इंडियन करेंसी में दिए हुए, ये आपकी जब प्राइस करेंसी है, ठीक है। सो आप इसको क्लियर बोलो कि जब आपकी होम करेंसी प्राइस करेंसी होती है तो उस कोट को डायरेक्ट कोट बोलते हैं। डायरेक्ट दिया हुआ है आपको कोट, ठीक है। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको आ जाए INR USD .012.015। तो ऐसे केस में ये तो क्लियर समझ में आ रहा है कि भैया इतने डॉलर में एक INR खरीदे या बेचा जाता है। सो यहाँ पे अब बेस करेंसी ये हो गई और USD हो गई आपकी फॉरेन करेंसी जो प्राइस करेंसी बनी पड़ी है। सो सिंपल रूल रखो सर, ठीक है। जब आपकी खुद की करेंसी होम करेंसी प्राइस करेंसी या काउंटर करेंसी रहेगी तो वो कोट डायरेक्ट है। जब आपकी करेंसी यहाँ ले लो, ये ले लो, आपकी करेंसी जब बेस करेंसी बन जाएगी तो वो इनडायरेक्ट कोट है। सिंपल। इसको पढ़ने के कई सारे तरीके हैं, पर आप अपनी करेंसी को ले लो ऐसे केस में। अपनी करेंसी, अब आप अगर अमेरिका में बैठे हो तो अपनी करेंसी दूसरी है सर, अपनी करेंसी USD है उस केस में। सो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये है इंडिया, ये है US। अब थोड़ा सा फिर से, इंडिया में बैठे हुए बंदे की अपनी करेंसी है INR। सो पहले वाले कोट, ये ऊपर वाले कोट में उसकी खुद की करेंसी बेस करेंसी है, क्लियर बोल सकते हो आप, असेट है, तो वो हो गया इनडायरेक्ट कोट। अगर उसकी खुद की करेंसी होम करेंसी रही, उसकी खुद की करेंसी प्राइस रही या काउंटर करेंसी बोल सकते हो, तो वो हो गया डायरेक्ट कोट। US वाले के लिए खुद की करेंसी कौन सी? डॉलर है सर। और देखना यहाँ पे डॉलर के टर्म में ही बात करी गई है। डॉलर अगर उसकी प्राइस करेंसी है कोट में तो ये हो गया उसके लिए डायरेक्ट कोट, और जब डॉलर बेस करेंसी बन जाता है तो उसके लिए ये हो गया इनडायरेक्ट कोट। तो एक रूल तो पूरा बिठा सकते हो कि जब हमारी खुद की करेंसी प्राइस है, प्राइस करेंसी में दिया हुआ है तो वो डायरेक्ट कोट, और बेस करेंसी में दिया हुआ है तो वो इनडायरेक्ट कोट। खत्म। सो जो कोट इंडिया के लिए डायरेक्ट है वो US के लिए इनडायरेक्ट है, ये भी हमें समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया। सो अभी हमने क्या क्या कवर कर लिया मैं आपको थोड़ा छोटे में समझाता हूँ। स्टार्टिंग ही इज द इम्पॉर्टेंट। एक्सचेंज रेट, पहली बात तो होता क्या है? रेट एट विच वन करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर करेंसी। एक करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी जब ली जाती है तो उसे एक्सचेंज रेट कहा जाता है, पहला। दूसरा, बेस करेंसी और काउंटर करेंसी क्या होता है ये आपने इसमें देख लिया। ये ISO मेथड से कोड किया जाता है। इसमें ये जो 3 लेटर होते हैं, जो प्रोडक्ट होता है उसे बेस करेंसी कहा जाता है, और जिस प्राइस पे वो प्रोडक्ट मिल रहा है उसे काउंटर करेंसी कहा जाता है। सो 68.9 रुपीज़ पर डॉलर है ये, ठीक है। इसके बाद हम बिड और आस्क की बात करते हैं कि सर जो भी दो रेट्स दिए रहते हैं कोर्ट में जब भी, ठीक है, तो उसको पढ़ना कैसे है? उसमें जो सब जनरली पहला ही होगा, उसमें जो सबसे छोटा रेट होता है उसे बिड रेट कहा जाता है, और जो बड़ा रेट होता है उसे आस्क कहा जाता है, ठीक है। बिड रेट यानी कि बैंक असेट को बिड पे यानी इस रेट पे खरीदेगी, आस्क रेट यानी उस रेट पे बेचेगी। जब 68.90 और 95 ऐसा कोड दिया है, इसका मतलब क्या है? दूसरा वाला 68.95 है, ये आखिरी के 2 डेसिमल्स के बाद के 2 जो फिगर्स है ये बदलने हैं। 95 रुपीज़ नहीं है वो। एक कोट करने का तरीका है कि 90 की जगह 95 डाल दो, 68.90 68.95, ठीक है। तो ये आपको समझ गया। ये भी याद रखना है कि बैंक हमेशा चीप खरीदेगा और सेल करेगा हाई। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट, बहुत सिंपल। अगर आपका कोट जो गिवन है होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी है, यानी आपकी खुद की करेंसी प्राइस करेंसी है, तो आपका ये कोट डायरेक्ट कोट है। पर आपकी खुद की करेंसी अगर ये बेस करेंसी बन जाती है तो उसे आप इनडायरेक्ट कोट बोलोगे, ठीक है, सिंपल।
वापस से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इतना ज़्यादा याद रखने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे जाके मैं बताऊँगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा आपको, 2-3 बार बस करना है। सो अगर आपकी होम करेंसी प्राइस है तो वो यहाँ लिख देता हूँ, आपकी होम करेंसी, ठीक है, प्राइस करेंसी है तो वो डायरेक्ट कोट हो गया, बेस करेंसी है तो इनडायरेक्ट कोट हो गया। सो इसके लिए ये ज़रूरी है जानना सबसे पहले कि होम करेंसी हमारी कौन सी है। हम इंडिया में बैठे तो हमारे लिए होम करेंसी INR, यूएस में बैठे तो हमारे लिए होम करेंसी USD हो गई। उस हिसाब से डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बदलता है। अब चलो अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे मैं काफ़ी अच्छे से आपको समझा देता हूँ। मान लो आपको डायरेक्ट कोट दिया हुआ है सिंबल के फॉर्म में ₹80। ये हो गया सर वन वे कोट, जिसमें एक ही नंबर दिया है 80 का, यानी कि खरीदने का भी यही, बेचने का भी यही। जब आपको एक ही नंबर दिया रहेगा तो उसे यही मानेंगे अपन, ठीक है। जब 80 और 82 दिया रहेगा तब हम बिड और आस्क ले सकते हैं कि चलो ठीक है, बैंक सस्ते में खरीदेगी डॉलर को, महंगे में बेचेगी डॉलर को। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम ये रेट लेते हैं। अब ये समझो, ये जो है आपकी बेस करेंसी हुई, ये जो है आपकी प्राइस करेंसी हो गई, है ना। और आपके लिए होम करेंसी फॉरेन करेंसी के रूप में बात करेंगे तो ये फॉरेन करेंसी है, ये होम करेंसी है, ठीक है। होम करेंसी ही आपकी यहाँ पे प्राइस करेंसी बनी पड़ी है कि रुपीज़ पर डॉलर 80 क्या है, जो नंबर्स है वो क्या है, रुपीज़ में है, डॉलर में, जिसमें है वो हमारी होम करेंसी। प्राइस होम करेंसी है, प्राइस करेंसी है, ये हमारा डायरेक्ट कोट हो गया सिंपल भाषा में। डायरेक्ट कोट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना यानी कि इन्वर्स करना। आप 80 को इन्वर्स करके लिख दो यानी कि 1/80, सो दैट विल बी 0.0125, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे लिखोगे मैं आपको यहाँ पे लिख कर देता हूँ। तो जब ये इन्वर्स में हो जाएगा कन्वर्ट, तो इसे लिखेंगे डॉलर पर रुपीस, कि अब हर रुपए के लिए कितने डॉलर आपको देने या लेने पड़ेंगे। दैट्स 0.0125। ये कैसे आया सर, 1/80 करके। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट कोट। बहुत सिंपल है। क्यों इनडायरेक्ट कोट हुआ सर, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपकी जो होम करेंसी है वो बेस नहीं है। 0.0125 उस भाषा में है क्या, रुपीज़ में नहीं है ना। यानी कि हमारी होम करेंसी अंडरलाइंग असेट है, बेस करेंसी है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट कोट, ठीक है। सो रूल अभी अभी जो आपने देखा वो बहुत सिंपल था कि आपकी होम करेंसी अगर प्राइस है तो वो डायरेक्ट कोट, और अगर बेस है तो वो इनडायरेक्ट कोट। चलो आगे देखते हैं अब, ठीक है। तो मैंने तो ऐसा लिख दिया, तो क्या मैं अब ऐसा लिख सकता हूँ कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट? यस सर, ये रहा। डायरेक्ट कोट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू इनडायरेक्ट कोट, ठीक है। एक चीज़ क्लियर हो गई अब उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। तो हमने लिखा रुपीज़ पर डॉलर 80, ठीक है, और अब ले लिया टू वे कोट यानी कि 82। अब आप इसको इन्वर्स कन्वर्ट करोगे तो कुछ इस तरीके से लिखोगे जैसा अभी हमने रूल बनाया, डॉलर पर रुपीज़। 80 को इन्वर्स कर दो तो 0.0125, ये आ गया सर 1/80, और 82 को करोगे तो आता है 0.0122, ये आ गया 1/82, ठीक है। सो अब ये डायरेक्ट का इनडायरेक्ट तो आपने कर दिया, पर यहाँ पे हो गई एक गड़बड़। हमेशा बिड रेट जो होता है वो सस्ता होता है, कम होता है। तो ये तो था डायरेक्ट कोट आपका, पर यहाँ पे अगर आप देखो जब 80 को इन्वर्स करते हो तो आपका नंबर आ रहा है 0.0125 और इधर आ रहा है 122। अब सस्ता नंबर इधर आ गया, तो ये सेलिंग रेट तो नहीं हो सकता। रूल वो वाला तो कभी नहीं बदलेगा कि बैंक विल ऑलवेज बाय चीपर सेल हायर। तो अब बैंक इस रेट पे बेचेगी सर रुपीज़ को इतने डॉलर में। तो जनरली क्या करना है यह आपको याद रखना चाहिए कि जब भी आप इन्वर्स करो तो ये जो बिड था डायरेक्ट कोट का वो उधर जाके आस्क बन जाएगा। आप बस लिखना उधर है आपने, क्योंकि बैंक हमेशा महंगा ही बेचेगा, सस्ता ही खरीदेगा। तो आपने लिखना ऐसे है,
ये चीज़ थोड़ा सा समझना। सो अब नोट करना कि ये जो 80 बिड था वो अब आ गया आस्क वाली साइड में इनडायरेक्ट कोट के, और 82 जो आस्क था वो आ गया बिड वाली साइड में। तो एक चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये वाली चीज़ है ना, थोड़ा हमको गैप मिल जाएगा, यहाँ मैं नीचे सरका देता हूँ। काफ़ी सारी है इधर तो। अच्छा, ये बिड रेट आस्क रेट पे तो हमने लेना ही है। देख लो। सो अब हमने क्या करा, ये हमारा डायरेक्ट कोट था, ये हमारा डायरेक्ट कोट था, ये हमारा इनडायरेक्ट कोट था, ये था बिड आस्क, ये बन गया अब बिड आस्क। तो अब देख रहे हो यहाँ पे कि सस्ता जो नंबर है वो बिड रह गया, यानी कि सस्ता रेट, चीपर। सो ये रूल अब हम बना सकते हैं कि सर बिड ऑफ डायरेक्ट कोट इज इक्वल टू 1 बाय आस्क ऑफ इनडायरेक्ट कोट। क्या आपको सही लग रहा है? ये देखो, बिड लोगे 80, आस्क लोगे इनडायरेक्ट का, तो ये भी 80 वाला ही है, यानी उसी का ही इन्वर्स करके बस जगह बदल दी। सो बिड ऑफ द डायरेक्ट कोट इज इनवर्सली रिलेटेड टू आस्क ऑफ द इनडायरेक्ट कोट, एंड आस्क ऑफ द डायरेक्ट कोट इज इक्वल टू 1 बाय बिड ऑफ द इनडायरेक्ट कोट। इतना आपको समझा? ठीक है। अब मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ एक पेज ऐड कर देंगे बीच में, ठीक है। उसके बाद ये वाला डेटा सरका देंगे नीचे में, सो वापस से मैं आता हूँ और थोड़ा सा रिवाइज करते हैं सर, ठीक है। एक्सचेंज रेट देखा, बेस करेंसी, काउंटर करेंसी देखा, बिड और आस्क भी आपने देख लिया। इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी देखा, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सिंपल रूल बनाओ, होम करेंसी अगर हमारी प्राइस है या काउंटर करेंसी है तो वो डायरेक्ट कोट, बेस करेंसी है तो इनडायरेक्ट कोट। इसके बाद आपको ये चीज़ है, डायरेक्ट कोट इज इन्वर्सली रिलेटेड टू इनडायरेक्ट कोट, ठीक है। बिड ऑफ द डायरेक्ट कोट इज इन्वर्सली रिलेटेड टू आस्क ऑफ द इनडायरेक्ट कोट, एंड आस्क ऑफ द डायरेक्ट कोट इज इन्वर्सली रिलेटेड टू बिड ऑफ द इनडायरेक्ट कोट। ये मैंने आपको पढ़ा तो दिया, पर 2-4 क्वेश्चन के अलावा ज़्यादा इस्तेमाल इसमें करना नहीं पड़ेगा। सो अब वापस से सर हम रूट पे आते हैं और धीरे से एक चीज़ और सीखते हैं। ये बताओ कि आपके पास अगर मैं 10,000 रुपये देता हूँ, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि आप क्रिकेट की बैट खरीद लो, और हर बैट आती है 500 रुपये की, ठीक है। सो यहाँ पे असेट हो गया आपका बैट, और 500 रुपये की आती है। अब आप क्या करोगे? आप सिंपल सा ऐसा कैलकुलेशन करते हो कि सर 10,000 रुपये मुझे दिए गए और 500 रुपये में एक बैट आती है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 500, यानी कि कितनी बैट आ जाएगी आपके पास? 20 बैट आ जाएगी। सही लिखा मैंने? ठीक है। अब एक और चीज़ लिखता हूँ कि अगर आपके पास में 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये नहीं, अब ले लो इस तरीके से कि अगर आपके पास में बैट है 10-20 बैट आपको खरीदनी है, ठीक है, और हर बैट आती है सर 500 रुपये में, तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पे आप करोगे कि सर 20 बैट इंटू 500 रुपये, तो आपका निकल के आएगा यहाँ पे 10,000 रुपये लगेंगे, ठीक है। ये मैंने सही करा क्या? बिल्कुल सही करा सर। तो अब इसी तरह से थोड़ा सा ध्यान दो, आपका जब दो चीज़, ये वाली नंबर में करेंसी रुपीस थी, यहाँ पे भी करेंसी रुपीस थी, दोनों में जब सेम करेंसी आई तब आपने डिवीजन करा, और जब आपकी करेंसी इसकी आई बैट और इसकी आई रुपीस, तब आपने करा मल्टीप्लिकेशन। देखा?
तो मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि जब करेंसी सेम होती है ना तो डिवीजन होता है सर, उसका मल्टीप्लाई नहीं करोगे। 10,000 रुपये को 500 रुपये से मल्टीप्लाई करके क्या ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। और जब सेम करेंसी हुई तो आपने क्या करना है, डिवीजन। अपोजिट करेंसी हुई तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन। अब मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे अपनी करेंसी में दे देता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास में, ध्यान देना, $10,000 है और एक बैट $500 की आती है, या फिर डॉलर और रुपीस का वो ले लेते हैं रिलेशन, पहले यहाँ ले लेता हूँ। अगर आपको $20 चाहिए और हर डॉलर, ध्यान देना, हर डॉलर 80 रुपये का आता है, तो अब आप देख रहे हो दोनों की करेंसी अपोजिट है, तो आप क्या करोगे, सिंपल भाषा में मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको खुद की करेंसी में आंसर मिलेगा, प्राइस में। 80 × 20 1600। सो इतने रुपए आपको देने पड़ेंगे, है ना, तब जाके $20 आएंगे, ठीक है। वही चीज़ मैं अब इधर लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान देना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पास में 1600 रुपये है और हर डॉलर 80 रुपये का आता है, तो आप क्या करोगे, 1600 भी रुपए में है, 80 भी रुपए में है, तो दोनों को डिवीजन करेंगे तो हमारे को पता चल जाएगा कि डॉलर आंसर आता है, ठीक है। आप देख रहे हो दोनों करेंसीज रुपीस में थी, तो डिवीजन करा और अगली करेंसी में आंसर आया कि $20 मिलेंगे। जहां पे दोनों करेंसीज अपोजिट है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम है, डिवीजन करेंगे। इससे गलतियां आपकी बहुत कम हो जाएगी आगे में। चलो ठीक है, अब ये वाला मैंने आपको समझा दिया। अब एक और चीज सर, स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट, ये समझो क्या होता है। देखो, आप आज बैंक के पास में जाते हो, बैंक को बोलते हो कि हमें डॉलर खरीदना है, आज खरीदना है, तो ये हो गया आपके लिए स्पॉट रेट, ठीक है। आप आज बैंक के पास जाते हो और बैंक को बोलते हो कि भैया मुझे तो 3 महीने बाद डॉलर खरीदना है, मैं आज कॉन्ट्रैक्ट करने आया हूं, तो बैंक बोलेगा आप 3 महीने बाद आओ। नहीं सर, मुझे लग रहा है कि डॉलर के रेट उधर उस दिन बढ़ जाएंगे, इसीलिए मैं आज ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं। डेरिवेटिव्स, दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा डेरिवेटिव्स वाले में। सो ऐसे केस में आप क्या करोगे, ऐसे केस में आपको जो रेट दिया जाएगा यहाँ पे बैंक द्वारा, रुपीस पर डॉलर, लेट से 82, ये 82 रुपीस का आप आज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करके 3 महीने बाद आके बैंक से डॉलर लेके जा सकते हो, उसे कहा जाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज़ समझो, ठीक है। 82 आपको फॉरवर्ड और स्पॉट भी समझ में आ गया। अब फॉरवर्ड, स्पॉट और बिड आस्क को हम कंबाइन करेंगे और देखते हैं उससे क्या आता है, ठीक है। सीखना है सर, स्टार्टिंग के तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके ना आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पे बेसिक्स, ठीक है। तो हमारे बेसिक्स और क्लियर होते जा रहे हैं अब धीरे धीरे। ये मैंने ले लिया स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट क्या होता है। अगर आज ही हमें डिलीवरी चाहिए तो वो हो गया स्पॉट रेट, पर अगर फ्यूचर डेट पे डिलीवरी के लिए आज रेट कोट करा गया है तो वो हो गया फॉरवर्ड रेट, ठीक है। सो अब मैं स्पॉट और फॉरवर्ड ले लेता हूँ। आपका स्पॉट रेट है और एक आपका फॉरवर्ड रेट है, ठीक है, वो भी रुपीस पर डॉलर का। मैं ले लेता हूँ बिड और आस्क, ये ले लो 80, 82, ऐसा ले लो 74 पॉइंट, जो हमने एग्जांपल में लिया वही ले ले, 65, यानी चलो छोड़ो, यहाँ तो लंबा हो जाएगा, फिर सिंपल रखते हैं, 74.50, 74.80, ठीक है। और ये ले लो 74.60 और 4.90, इसको ले लेते हैं 5। सो ध्यान देना, आज
अब इनको ना इंटरप्रेट करेंगे। सबसे पहले तो आज अगर मुझे डॉलर खरीदना है, पहली बात तो डॉलर अंडरलाइंग असेट है इस केस में, है ना। असेट कौन सा है, बेस करेंसी कौन सा है, डॉलर। मुझे डॉलर खरीदना है, बैंक को बेचना है, आज तो ये रेट लगा। पर मुझे 3 महीने बाद खरीदना है तो बैंक भी 3 महीने बाद बेचेगी, तो बैंक का बेचने वाला और वो भी 3 महीने बाद का रेट है ये 74.90। पर मुझे 3 महीने बाद डॉलर अगर बेचना है बैंक को, तो बैंक खरीदेगी, मैं बेचूंगा, बैंक खरीदेगी 3 महीने बाद, तो आपका ये रेट लग जाएगा, बिड रेट, बैंक का खरीदने का, असेट खरीदने का 3 महीने बाद का रेट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो आपको समझ में आई। अब देखो क्या, अब आप एक काम करो, आप बिड और आस्क के बीच का डिफरेंस निकालो। 74.50 से 74.80 यानी कि 30 पॉइंट का, 30 पॉइंट का ये डिफरेंस है। ये है मार्जिन जो बैंक कमा रही है। $1 खरीद रही है 74.50 में और बेच रही है 80 में। इसे कहा जाता है सर स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब बैंक का बिड और आस्क का मार्जिन। वैसे ही ये हो गया स्प्रेड स्पॉट में, आप फॉरवर्ड में भी निकाल लो स्प्रेड। ये हो गया 45 आई थिंक, नहीं पूरा 45 नहीं, 35। सो बैंक का फॉरवर्ड रेट में स्प्रेड कितना, 35। बैंक का स्पॉट रेट में स्प्रेड कितना, 30। तो बहुत बार ऐसा भी होगा कि बैंक आपको सिर्फ एक रेट देगा और उसके बाद स्प्रेड दे देगा, तो आपको आस्क निकालते आना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सर दूसरा। आप बैंक के स्पॉट और फॉरवर्ड के रेट्स का डिफरेंस निकाल लो। स्पॉट और फॉरवर्ड का डिफरेंस, अभी तो स्पॉट बिड और स्पॉट आस्क का निकाल रहे थे, फॉरवर्ड बिड और फॉरवर्ड आस्क का निकाल रहे थे, अब आप स्पॉट बिड और फॉरवर्ड बिड का निकालो। सो ये डिफरेंस आएगा 5 पॉइंट का, है 50 से 55 हो गया, और इधर डिफरेंस आ रहा है 10 पॉइंट का। इसे कहा जाता है सर स्वैप पॉइंट्स। इस पर स्वैप पॉइंट्स बोलो, स्वैप बोलो। अब आपको बहुत बार ऐसा होगा कि बैंक आपको स्पॉट रेट दे देगा, उसके बाद स्वैप पॉइंट्स देगा। बैंक आपको स्पॉट रेट देने के बाद स्वैप पॉइंट्स देगा। आपको क्या करना है, स्पॉट में स्वैप पॉइंट्स ऐड करो। तो सर ऐड कहाँ से करोगे, 74 में गलती से आपने 5 रुपए ऐड कर दिए, 79 कर दिया, तो एक चीज़ समझो, जो पॉइंट्स ऐड करने होते हैं वो आखिरी से करते आते हो। सो अगर सिर्फ 5 दिया तो ये लास्ट वाला डिजिट बदलेगा सर, पूरा 10 दिया है तो लास्ट के 2 डिजिट बदलेंगे सर, है ना। अगर 110 होता तो ध्यान देना सर, 110 इसमें ऐड करते ये भी एक नंबर आगे बढ़ जाता, 74 का 5 हो जाता वो। 110 ऐड करते तो 5 भी होके 6 भी हो जाता वो पूरा। सो 1.1 रुपी ऐड करना एक तरह से, ये हुआ ना मतलब 74.90 में, सॉरी 80 में, तो वो 75.90 ऐसा आता। ठीक है, तो आपको ये समझा कि आखिरी से ऐड करते हुए आना है। अब स्प्रेड समझा, द डिफरेंस बिटवीन बिड एंड आस्क। स्वैप समझा, द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फॉरवर्ड। पर अब स्वैप में एक और चीज़ समझो कि हर बार ना मार्केट में स्पॉट रेट से ज़्यादा नहीं होते फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट अगर ज़्यादा है स्पॉट से, यहाँ पे ज़्यादा है ना, 5 पैसे ज़्यादा है, यहाँ पे 10 पैसे ज़्यादा है, इसका मतलब मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि रुपीज़ पर डॉलर आगे जाके और महंगा होने वाला है, स्ट्रांग होने वाला है डॉलर, और है ना, तो ऐसा रेट हो गया। पर कंडीशन मार्केट की ख़राब भी तो हो सकती है कभी, ऐसे केसेस में रेट्स गिर भी सकते हैं। तो ध्यान दो, अगर रेट्स गिरे तो मैं नए फॉरवर्ड रेट लेता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। अगर फॉरवर्ड रेट मेरे ऐसे आते हैं कि 74.40 और 74.60, तो अब आप स्वैप पॉइंट्स निकालो। 60 मत करो इसको, अगर गिर रहा है तो ज़्यादा से गिरेगा, इसको कर लो आप 74.30, 74.70। अब आप स्वैप पॉइंट्स निकालोगे तो सर कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो। स्वैप किन दो के बीच का,
ध्यान देना, ये स्पॉट और फॉरवर्ड, सो 50 और 30 यानी कि 20 पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ पे, और यहाँ देखोगे तो आपको सिर्फ 10 पॉइंट का डिफरेंस मिलेगा। तो ये हो गया सर माइनस करने के बाद। आपने देखा स्पॉट में से स्वैप पॉइंट्स आप माइनस करोगे, 50 में से 20 पॉइंट माइनस करोगे तभी तो 30 आएगा, 80 में से 10 पॉइंट्स माइनस करोगे तभी तो 70 आएगा। तो अब आपने फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए स्वैप को माइनस करा, यहाँ पे आपने ऐड करा। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि सर अगर क्वेश्चन में स्पॉट, ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में स्पॉट और स्वैप दे दिया तो ऐड करूं या लेस करूं, है ना। सो अब आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आपको स्वैप पॉइंट असेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं, इससे आप एक अंदाज़ा लगाओगे कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में रेट्स और बढ़ने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं तो जाके हम ऐड करेंगे। सीधी सी बात है, जब बढ़ाओ स्वैप पॉइंट्स अगर देख रहे हो आप बिड का कम है आस्क से, सो बैंक अपना खरीदने वाला रेट और कम से बढ़ा रही है और बेचने वाला रेट ज़्यादा से बढ़ा रही है, तभी तो बैंक कमाएगी ज़्यादा। सो ऐसे केस में एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि मार्केट बढ़ने वाला है। ऐसे केस में एक्सपेक्टेशन रहेगी जब आपके स्वैप पॉइंट डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि भैया बैंक ने अपना खरीदने का रेट 20 पॉइंट से बढ़ाया। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर, ये गिराया हो सकता है। कोई भी बैंक ऐसा नहीं करेगी कि रेट बढ़ाना है तो ज़्यादा से बढ़ाएगी खरीदने वाला और कम से बढ़ाएगी बेचने वाला। अपना प्रॉफिट मार्जिन क्यों बैंक कम करना चाहेगी? तो ऐसे केस में हम बढ़ा रही है ये नहीं बोलेंगे। जब डिसेंडिंग ऑर्डर है तो हम ये बोलेंगे कि बैंक अपना खरीदने का रेट 20 पॉइंट से गिरा रही है, ठीक है, और सस्ता हो जाएगा, और बेचने का रेट सिर्फ 10 पॉइंट से ही गिरा रही है, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा ही। सो ऐसे केस में आप स्वैप पॉइंट को डिडक्ट करोगे, किस में से सर? स्पॉट में से। सो मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका फॉर्मूला रहेगा स्पॉट प्लस स्वैप, और यहाँ फॉर्मूला रहेगा स्पॉट माइनस स्वैप, ठीक है। सो बहुत क्लियर है, स्वैप पॉइंट असेंडिंग ऑर्डर में है तो स्वैप पॉइंट्स ऐड करने हैं स्पॉट में, डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो वो स्वैप पॉइंट्स हमें डिडक्ट करने हैं माइनस। तो ये एक चीज़ समझी, यहाँ देख लो, डिफरेंस बिटवीन आस्क बिड आस्क, ठीक है। स्वैप पॉइंट्स कब ऐड करने कब लेस करने ये भी मैंने आपको बता दिया कि भैया असेंडिंग ऑर्डर में है तो ऐड करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो माइनस करेंगे। अब इसके बाद एक और चीज़ वो आती है सर अमेरिकन कोट और यूरोपियन कोट। जहाँ भी ध्यान देना, जहाँ भी कोट यूएस डॉलर पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी है, यानी कि अगर यूएस डॉलर आपकी प्राइस करेंसी बनती है तो उसे अमेरिकन कोट कहा जाएगा। सीधी सी बात है, अभी अगर हम रुपीज़ पर डॉलर लिखे तो रुपीज़ हमारी प्राइस करेंसी, हम इसे इंडियन कोट नहीं कहते क्या? वैसे ही अमेरिकन कोट बन गया जहाँ पे डॉलर ही प्राइस करेंसी है, पर जहाँ पे डॉलर बेस करेंसी बन जाती है उसे यूरोपियन कोट कहेंगे, ठीक है। सो ये सारे खेल है डॉलर के बीच में। यूरोपियन कोट में यूएसडी जो है आपका बेस करेंसी बन जाएगा, अमेरिकन कोट में यूएस डॉलर आपका प्राइस करेंसी बन जाएगा। दैट्स इट। ये छोटा सा टर्म है, आगे जाके इस्तेमाल करा तो करेंगे। तो ये हो गई आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सर अभी तक की, ठीक है। ये तो चलो मैंने समझा ही दिया था। स्वैप पॉइंट्स इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फॉरवर्ड। अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो स्पॉट में स्वैप पॉइंट्स ऐड करने हैं फॉरवर्ड रेट पे लाने के लिए, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो डिडक्ट करने हैं फॉरवर्ड रेट पे लाने के लिए। तो ये हमारा हो गया। अब हम नए कॉन्सेप्ट पे मूव ऑन करते हैं सर, क्रॉस रेट। एक छोटा सा ब्रेक लेके आता हूँ। सो वेलकम बैक। अब हम देखते हैं ब्रेक के बाद कि क्रॉस रेट क्या होता है। बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ये देखो, सबसे पहले जितना बोलूँ उतने पे ध्यान देना सर, मज़ा आएगा आपको बहुत। अब मान लो एक रेट दिया हुआ है रुपीज़ पर डॉलर 80, ठीक है, और एक रेट दिया हुआ है डॉलर पर पाउंड 1.20। ये वाला देखो, डॉलर पर पाउंड 1.20। 1.20 क्या है? डॉलर है, प्राइस करेंसी। पाउंड क्या है सर? बेस करेंसी, ठीक है। अब आप बताओ, आप इंडिया में बैठे हो, आपकी करेंसी है रुपीज़ और आपको खरीदना है पाउंड, तो रुपीज़ पर पाउंड का तो कोई रेट ही नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। और आपको कितने पाउंड खरीदना है सर? आपको 1000 पाउंड खरीदना है। तो एक
जो ट्रेडिशनल तरीका है बिना किसी नॉलेज के जो आप कर सकते हो वो ये है कि सर देखो, सबसे पहले तो आप पाउंड यहाँ खरीदने का रेट पता कर लो कि अगर मैं इस रेट पे पाउंड खरीदना चाहता हूँ 1000, ठीक है, ये है डॉलर में नंबर, ये है पाउंड में, अपोजिट करेंसी है, मल्टीप्लाई करो। सो आप अगर खरीदोगे 1000 पाउंड इस रेट पे तो आपको यहाँ पे $1200 देने पड़ेंगे, 1000 इंटू 1.20। अब ये $1200 आप ये रेट से ला सकते हो, ठीक है। आपको कितने डॉलर चाहिए सर? $1200 चाहिए। ये है डॉलर में और ये नंबर है रुपीज़ में, अपोजिट है करेंसी दोनों, मल्टीप्लाई करो। सो 1200 इंटू 80 करोगे तो आपका आंसर आएगा 96,000 रुपीज़। नाउ व्हाट यू कैन डू इज 96,000 रुपीज़ यहाँ देके डॉलर ले लो 1200 का, और ये $1200 यहाँ देके पाउंड ले लो। तो ऐसा आप पूरा घूम के जा रहे हो। या फिर आप सिंपल 96,000 रुपीज़ में 1000 पाउंड ले लो, इन दोनों का क्रॉस रेट यूज़ करके। अल्टीमेटली आपको 1000 पाउंड जो पड़ा वो 96,000 रुपीज़ में पड़ा, यानी कि हर पाउंड आपको 96 में पड़ा। मानते हो? हर पाउंड आपको 96 क्या रुपीज़ में पड़ा। इतना तो मानते हो? 1000 पाउंड चाहिए थे, 96,000 रुपीज़ हमारे पास में है। तो हर पाउंड के लिए आपको 96 रुपीज़ देने पड़ गए। ठीक है सर, ओके। अब यही चीज़ आप क्रॉस रेट से निकाल सकते हैं, जो हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़ रखा है। ए बाई सी निकालना है और आपके पास अगर ए बाई बी और बी बाई सी दिया हुआ है तो आप ऐसा इक्वेशन बना सकते हैं कि जो कॉमन करेंसी है जो हमें नहीं चाहिए, वो कॉमन करेंसी आप एक इक्वेशन में पार्ट में डिनोमिनेटर में आने दो, एक को न्यूमरेटर में आने दो, अपने आप ही ये दोनों करेंसीज क्रॉस होके ए बाई सी बच जाएगी। वैसे ही अगर आपको रुपीज़ पर पाउंड चाहिए तो रुपीज़ पर डॉलर इंटू डॉलर पर पाउंड ऐसा रेट होना चाहिए कि इस केस में डॉलर प्राइस है, इस केस में डॉलर बेस करेंसी है, तो आपका 80 मल्टीप्लाइड बाय 1.20 96 आपका आंसर ऐसे ही आ गया। सो ये 96 क्या है सर? रुपीज़। हमें क्या चाहिए सर? 1000 पाउंड। सो 96 रुपीज़ 1000 पाउंड मल्टीप्लाई करा 96,000 रुपीज़ आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया बहुत ही सिंपल तरीका क्रॉस रेट का, कि अगर ऐसा दिया है तो बी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये डॉलर से कैंसिल हो जाएगा। पर कई बार क्या होता है पता है आपको ना, ऐसा सिंपल नहीं दिया रहेगा कि यहाँ जो डॉलर है वो नीचे है, वो उधर ऊपर है। दोनों डॉलर नीचे रहे तो क्या करोगे सर? ध्यान दो। अब ये वाला देखो, ये वही कोट है, रुपीज़ पर डॉलर मैंने 80 दे दिया, पर इस वाले कोट में देखोगे दूसरे में पाउंड पर डॉलर दिया हुआ है। दोनों में डॉलर बेस करेंसी है 0.8333। और आपको क्या चाहिए सर? आपकी रिक्वायरमेंट वही है रुपीज़ पर पाउंड की। तो सबसे पहले ऐसे सिचुएशन में क्या करना, जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इक्वेशन बना लो कि आपको कौन सा रेट लगेगा। रुपीज़ पर पाउंड बनाने के लिए हमें तो रुपीज़ पर डॉलर और डॉलर पर पाउंड का रेट चाहिए। अब देखो कि जो आपको चाहिए वही आपको क्वेश्चन में दिया है क्या। रुपीज़ पर डॉलर चाहिए, रुपीज़ पर डॉलर दिया हुआ है तो 80 रख लो। दूसरा, आपको डॉलर पर पाउंड चाहिए, पर पाउंड पर डॉलर दिया हुआ है। हम इस रिलेशनशिप को डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट ऐसा बोलते हैं, राइट। तो अब अगर आपके हिसाब से नहीं दिया तो क्या आप अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सर? हाँ। कैसे? सिंपल है सर, डॉलर पर पाउंड की जगह 1 डिवाइडेड बाय पाउंड पर डॉलर लिख लो। इन्वर्स रिलेशनशिप तो है ही, तो हमने उसको इन्वर्स करा। जैसे इन्वर्स करा ये बन गया पाउंड पर डॉलर, और ये हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो डेटा आपको क्वेश्चन में दिया जाता है उसके हिसाब से इक्वेशन धीरे धीरे ला लो, और तभी आप फिगर्स रख पाओगे। अब आपका फॉर्मूला बन गया 80 इंटू 1 डिवाइडेड बाय पाउंड पर डॉलर। सो 80 इंटू 1 डिवाइडेड करो, ये आपका आंसर फिर भी 96। मतलब तो उतना ही आएगा, कोड कैसा भी दिया हो। ठीक है, अब ये हो गया सर आपका, ये थोड़ा सिंपल था, ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट था। और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। दोनों कोड जो अभी तक आपको दिए थे ये 1 वे कोड थे कि एक ही रेट था, अब 2 वे कोड लेते हैं। ये देखो, रुपीज़ पर डॉलर 80 82, पाउंड पर डॉलर
1.20 और 1.30। अब ऐसे केस में आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो ये बताओ, रुपीस पर पाउंड का रेट चाहिए आपको, और आपको पाउंड अब खरीदना है कि बेचना है, क्योंकि यहाँ पे बिड और आस्क दोनों अलग है। तो आप भी डिसाइड करो कि अगर ये रेट दिया होता ऐसा तो आपको कौन सा अप्लीकेबल होता। आपको पाउंड खरीदना है, ध्यान देना, और बैंक को बेचना है। ये पाउंड है ना, बेस करेंसी, असेट में ही बात कर रहे हैं हम। सो असेट करेंसी हमें खरीदनी है, बैंक को बेचनी है, तो बैंक अपना कौन सा रेट लगाएगा? आस्क रेट। सिंपल। और हमें अगर बेचना रहा तो हमें अगर बेचना रहा रुपीस पर पाउंड, है ना, तो पाउंड बेचना रहा तो बैंक क्या करेगी? बैंक खरीदेगी, तो बैंक का हमें बिड रेट लगेगा। सो एक चीज़ ध्यान दे दो, यहाँ पे हम दोनों निकाल लेते हैं। रुपीस पर पाउंड इज इक्वल टू, जो इक्वेशन हमें चाहिए वो है रुपीस पर डॉलर इंटू डॉलर पर पाउंड। ऐसे डॉलर कैंसिल हो जाता है। अगर बिड आस्क में दिया है तो सिंपल कर लो कि बिड ऑफ द रुपीस पर पाउंड बन जाता है बिड ऑफ रुपीस पर डॉलर और डॉलर पर पाउंड, है ना। सब जगह बिड लगा दिया मैंने, ये डॉलर कैंसिल। तो आप डायरेक्ट उठा लो, ये बन गया आपका 9680 इंटू 1.20। आस्क है तो आस्क पे उठा लो रुपीस पर डॉलर, डॉलर पर पाउंड, आस्क लगा लो, दोनों के आस्क रेट ले लो, ठीक है। दोनों के आस्क रेट यानी कि फिर ये दोनों ले लोगे 82 इंटू 1.30, ये आपका बन गया 106.60। अब अगर आपको खरीदना है, बैंक को बेचना है पाउंड, तो बेचने का रेट आस्क वाला होता है। अब आपको मिलेगा 106.60 पे। पर हो सकता है कि बैंक आपको थोड़ा और डिफ़िकल्ट तरीके से ये रेट्स दे दे। ये रुपीस पर डॉलर तो दे दिया, पर ये अगर पाउंड पर डॉलर दिया तो क्या करोगे? पाउंड पर डॉलर, थोड़ा अगला वाला पार्ट देखना, और ये सबसे ज़्यादा और डिफिकल्ट है, मतलब वन ऑफ द डिफिकल्ट वन। रुपीस पर डॉलर 80-82, और अगला रेट देखना पाउंड पर डॉलर दिया हुआ है 0.769 और 0.833, ठीक है। हमारा इक्वेशन तो जैसे हमारा बनना है वैसे ही बनना है। रुपीस पर पाउंड चाहिए तो हमें रुपीस पर डॉलर, और अगली बार अगर $1 इधर नीचे आया तो अगली बार डॉलर ऊपर ही आना चाहिए ताकि क्रॉस हो जाए। सो हमें तो कोटेशन ऐसा चाहिए, बिड ऑफ रुपीस पर पाउंड, तो बाकी सब भी बिड, ठीक है। पर आप ज़रा सा ध्यान देना, यहाँ पे आपको ये तो रुपीस पर डॉलर दिया है और आपको चाहिए भी रुपीस पर डॉलर। देखा, व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। अब कंपेयर करो, रुपीस पर डॉलर तो ठीक है, उसका बिड उठा लो, 80 उठा लिया आपने यहाँ पे, सीधा बहुत आसान था। पर दूसरा पार्ट देखोगे तो आपको चाहिए डॉलर पर पाउंड, दिया हुआ है पाउंड पर डॉलर, तो अब तो बिड नहीं उठा सकते ना इसका। आई बात समझ में? इसका बिड उठा पाओगे क्या? नहीं दिया हुआ रेट जैसा चाहिए वैसा, तो फिर कन्वर्ट करो सर जैसा चाहिए वैसा। और हमने एक चीज ऊपर देखी थी कि बिड ऑफ एनी कोट इज द आस्क ऑफ इट्स इनडायरेक्ट कोट। जब बिड को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो आस्क बन जाता है। ये थोड़ी देर पहले देखा था, बताता हूं मैं। ये किसी भी कोट का बिड जो है वो उसके इन्वर्स कोट का आस्क बन गया, या किसी भी कोट का आस्क जो है वो इन्वर्स का बिड बन जाता है। बस हमें वही करना है, ये रहा। सो देखो सर, हमें तो ये चाहिए पर दिया हुआ नहीं है, तो हमने इसको इन्वर्स करा, 1 डिवाइडेड बाय आस्क ऑफ पाउंड पर डॉलर। पाउंड पर डॉलर कर लिया, पाउंड पर डॉलर है यहाँ पे, तो आस्क उठाओगे अब उसका 0.833। देखा, अब आपने नोटिस करा होगा कि बिड चाहिए था तो आपने एक तो बिड उठाया क्योंकि दिया था डायरेक्ट, और एक तो आस्क उठाया क्योंकि इन्वर्स कन्वर्ट करा था। तो ये स्टेप्स ज़रूर याद रखना, धीरे धीरे सीखोगे भी। अब वैसे ही आस्क, अगर आपको आस्क चाहिए रुपीस पर पाउंड का, तो पहले तो इक्वेशन बना लो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए, और अब उस इक्वेशन को धीरे धीरे कन्वर्ट करो कि आपको क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ आपको चाहिए डॉलर पर पाउंड, पर क्वेश्चन में पाउंड पर डॉलर है, तो इसको इन्वर्स कर लिया। इन्वर्स करते ही आस्क बन गया बिड, बस तो वो बिड वाला रेट ले लो, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्रॉस रेट का तरीका है, क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल में ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, तो एक बार खुद गो थ्रू करके ज़रूर देखिए, है ना। तो ये लॉजिक तो बिल्कुल ना भूलना कि डायरेक्ट कोट का बिड इज इनवर्स ऑफ द इनडायरेक्ट कोट, आस्क ऑफ द इनडायरेक्ट कोट, ठीक है सर। और कुछ है तो मैं बता देता हूँ
यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा वापस से रिवाइज करते हैं, क्योंकि रिवीजन साथ साथ में करना ज़रूरी है। एक्सचेंज रेट क्या है? रेट एट विच वन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर करेंसी। बेस करेंसी को अंडरलाइंग असेट बोला जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट बोला जाता है। जो प्राइस करेंसी होती है, काउंटर करेंसी, उसको आप कोट करेंसी भी बोल सकते हो, प्राइस भी बोल सकते हो। नॉर्मली ये आईएसओ मेथड ऐसा होता है जिसमें ये वाला पार्ट जो है आपका पहला, ये आपका बेस करेंसी होता है, पर उसको रिजिडिटी मत बनाओ। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। जब भी फॉरेक्स का कोई क्वेश्चन आता है, एक चीज़ बिठा लो सर कि आपको सबसे पहले अंडरलाइंग असेट क्या है वो डिसाइड कर लेना है, ताकि आगे कोई भी इंटरप्रिटेशन में आपकी गलती ना हो। ठीक है सर। उसके बाद हमने देखा बिड और आस्क रेट। जो भी सस्ता वाला रेट होता है वो बिड रेट होता है, जो भी आस्क महंगा वाला होता है वो आस्क रेट होता है। दोनों बैंक के एंगल से होते हैं, हमारे एंगल से नहीं होते। तो सबसे पहले हमें पता करना है अंडरलाइंग असेट क्या है, और उसकी रिक्वायरमेंट ले जाके बैंक को देना है। बैंक को ये बताना है कि असेट हम खरीदना चाहते हैं कि बेचना चाहते हैं, तो बैंक डिसाइड करेगी। फिर अगर हम असेट खरीदना चाहते हैं तो बैंक बेचेगी असेट आस्क रेट पे, हम बेचना चाहते हैं तो बैंक खरीदेगी बिड रेट पे। तो हमेशा एंगल बदल जाता है रेट उठाते समय, ठीक है। फिर हमने डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट देखा। रूल बहुत सिंपल है कि भैया जो हमारी होम करेंसी है वो अगर प्राइस करेंसी है तो डायरेक्ट कोट, बेस करेंसी है तो इनडायरेक्ट कोट, ठीक है। उसके बाद हम आगे आए और हमने देखा कि देखो बिड ऑफ द डायरेक्ट कोट इज इनवर्सली रिलेटेड टू आस्क ऑफ द इनडायरेक्ट कोट, सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। फिर हमने देखा कि आज ही अगर हमें डिलीवरी चाहिए तो स्पॉट रेट कहा जाता है उसको, पर आज रेट दिया हुआ है लेकिन चाहिए डिलीवरी 3 महीने बाद, तो उस रेट को फॉरवर्ड रेट कहा जाता है। फिर हमने देखा कि सर बिड और आस्क के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे स्प्रेड पॉइंट्स कहते हैं, और स्पॉट और फॉरवर्ड के बीच का जो पॉइंट डिफरेंस होता है उसे स्वैप पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। अगर स्वैप पॉइंट्स असेंडिंग ऑर्डर में है तो स्पॉट रेट में ऐड करेंगे फॉरवर्ड लाने के लिए, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो स्पॉट रेट में माइनस करेंगे फॉरवर्ड पे आने के लिए। अमेरिकन और यूरोपियन, अमेरिकन कोर्ट में अमेरिकन डॉलर प्राइस करेंसी होता है, यानी कि डायरेक्ट कोट उनके एंगल से, और यूरोपियन कोर्ट में डॉलर जो है वो बेस करेंसी होता है। हमने क्रॉस रेट भी देखा, थोड़ा ध्यान देना। हमने देखा था a बाई सी इज इक्वल टू a बाई बी इंटू बी बाई सी, इस तरीके से कि b एक न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आए। तो ये सब तो सर तभी पॉसिबल है जब आपको सिंबल वाले फॉर्म में कोट दिए होंगे। पर आप क्या कर लोगे जब आपको आईएसओ फॉर्म में कोट दे दिए, जैसे कि ये यूएसडी आईएनआर। अगर आपको ऐसा निकालना है यूएसडी आईएनआर, तो आईएनआर आपकी प्राइस करेंसी है, ये बेस करेंसी है, थोड़ा ध्यान देना। तो ऐसे केस में आपका जो इक्वेशन बनेगा उसमें ये दोनों बचने चाहिए, एज अ बेस करेंसी डॉलर और प्राइस करेंसी आईएनआर। आगे देखो, अब आपको रेट ऐसा बनाना पड़ेगा यूएसडी जीबीपी, तो ये हो गया बेस और ये प्राइस। अब आपको पता जीबीपी तो चाहिए नहीं ना, आपको यहाँ कहीं जीबीपी दिख रहा है? नहीं चाहिए, नहीं। और वो पहले वाले में प्राइस करेंसी है तो दूसरे वाले में वो बेस करेंसी बन जाना चाहिए। तो एक जगह डिनोमिनेटर एक जगह न्यूमरेटर, ये फंडा लगेगा वहाँ पे। सो जीबीपी कैंसिल हो जाएगा ऐसे में, और आपका आईएनआर और डॉलर ही बचेगा। तो ऐसे में कैसे कैंसिल होता है? ये जीबीपी ये पास वाले जो दो होते हैं आईएसओ वाले फॉर्म में, ठीक है। बस बिड आस्क ये तो हमने देखा। प्रीमियम और डिस्काउंट हम देखेंगे जब कोई क्वेश्चन आएगा, तो इतना जल्दी एक साथ सारे कॉन्सेप्ट लेने के बजाय हम थोड़ा सा प्रीफर करते हैं कि अब हम क्वेश्चंस देख लें। काफ़ी देर हो गई हमने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करे, तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन भी स्टार्ट करने से पहले ना एक चीज़ और मुझे क्वेश्चन के साथ ही मैं बता देता हूँ। चलो, अब ये जो क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले ये एक्सपोजर स्ट्रेटजीज़ पे है। अब एक्सपोजर स्ट्रेटजीज़ क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है सर। ये हम आ जाते हैं हमारे कंपाइलर के वॉल्यूम 3 में, जो पूरा थ्योरी में कवर्ड है, ठीक है सर। अब थोड़ा सा ध्यान दो, मान लो कि ये टाइम है 0, यहाँ पे आपने कुछ ट्रांजैक्शन कर रखे हैं फॉरेन करेंसी में, यानी कि आपने किसी और कंट्री में किसी को माल बेच दिया, ठीक है। माल बेचा तो वो आपको $3 मिलियन 3 महीने बाद देने वाला है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो समझो कि रिस्क है क्या? हाँ सर बिल्कुल है। अगर यही $3 मिलियन आज मिल जाते, ठीक है, और आज का रेट अगर 80 है तो हमें 240 मिलियन रुपीज़
हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। डर ये है कि कहीं 3 महीने बाद जब हमें 3 मिलियन मिलेंगे और हम उसे कन्वर्ट करने जाएंगे मार्केट में तो रेट गिर ना जाए। लेट से वो 70 अगर हो गया रेट 3 महीने में, तो जब हम कन्वर्ट करने जाएंगे उतने ही पैसे, तो वो 210 मिलियन रुपीज़ ही हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे, है ना। है कि नहीं आज रिस्क कि वो 30 मिलियन रुपीज़ का आप लॉस कर सकते हो। सो इसे कहते हैं सर रिस्क, इसे कहते हैं सर एक एक्सपोजर है $3 मिलियन का। कितने अमाउंट पे है। हमने क्या देखना है, ऐसी स्ट्रेटेजीज जिसमें हम ये रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। इस रिस्क को मैनेज करने का एक सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, आज ही ध्यान देना सर, आज ही आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लो, आज ही फाइनल कर लो कितनी करेंसी फॉरेन वाली, क्या टाइम पे और क्या रेट पे आप कन्वर्ट करवाओगे। आज आपने रेट फाइनल कर लिया लेट से 79 का, है ना। तो कम तो ज़रूर है 80 से, लेकिन एटलीस्ट 70 का तो रिस्क नहीं रहेगा। सिर्फ $1 पर डॉलर का रिस्क है जो हम बेयर करने के लिए तैयार है। आज अगर 79 फिक्स कर लेते हो तो आज से ठीक 3 महीने बाद मार्केट में भले ही 70 का रेट चले जाए, आपको तो 79 के हिसाब से बैंक पैसे दे देगी, क्योंकि ये एग्रीमेंट आप पहले ही कर चुके थे। इस चीज़ को बोलते हैं हेजिंग करना। हमने डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करा यहाँ पे, ठीक है, धीरे धीरे आपका ये डेरिवेटिव्स वाला पार्ट आएगा। डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करा यहाँ पे हमारी एक्सपोजर को, रिस्क को कम करने के लिए, ठीक है। अब इसकी 4 स्ट्रैटेजी है सर एक्सपोजर मैनेजमेंट में। चारों स्ट्रैटेजीज क्या बताएगी मैं आपको पहले समराइज कर देता हूँ। या तो पूरे पोजीशन ओपन रखो, हेजिंग करो ही मत, या तो आंखें बंद करके हर पोजीशन को हेज कर दो, या तो सिलेक्टिव हेजिंग करो कि जब आपको लग रहा है फ़ायदेमंद है रेट मार्केट में तब हेजिंग करो। या तो एक चीज़ की भैया कंटिन्यूस बेसिस पे आप 79 का आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, कल क्लोज करके और बेहतर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया 79.5 रुपीज़ का, फिर आगे अगर आपका और फ़ायदेमंद दिख रहा है तो उसे भी क्लोज कर दो 3 महीने के पहले ही 79.80 का ले लो। हो सकता है 82 रुपीज़ का भी मिल जाए, ज़्यादा का भी मिल जाए। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस बुकिंग एंड रीबुकिंग, कैंसिलेशन एंड रीबुकिंग। तो ऐसी 4 स्ट्रेटेजीज है, ठीक है। समरी में एक तो हर ट्रांजैक्शन को हेज कर दो, एक हर ट्रांजैक्शन को अनहेज्ड रहने दो, है ना। और एक तो आप सिलेक्टिव हो जाओ कि जब आपको फॉरवर्ड रेट फ़ायदेमंद है सिर्फ तभी हेजिंग कर रहे हो, अदरवाइज आप ओपन रख रहे हो पोजीशन को। सिलेक्टिव का मतलब इन दोनों का एक तरह से कॉम्बिनेशन, कभी कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो। और तीसरा होता है सर कंटिन्यूस बेसिस पे आप कैंसलेशन और रीबुकिंग करते रहते हो उन 3 महीनों में, ताकि आप फ़ायदा उठा सको ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये 4 स्ट्रैटेजीज़ को हम अभी पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है जिसमें रिस्क बहुत कम है पर रिवॉर्ड भी बहुत कम है। और इस स्ट्रैटेजी को क्या कहेंगे सर, कि भैया जो रिस्क नहीं लेना चाहते ना, आप रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते कि भैया $3 मिलियन क्या रेट पे कन्वर्ट होंगे, आज अगर आपने माल बेचा तो आज ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लो, जो भी मार्केट में रेट मिल रहा होगा 79 तो 79, 75 तो 75। ऐसे में आप देख नहीं रहे कि भैया कम आ रहा है अपने को, पर आप रिस्क नहीं लेना चाहते। 70 से तो भला 75 है ना। ध्यान देना, दिस ऑप्शन इन्वॉल्व्स ऑटोमेटिक हेजिंग ऑफ एक्सपोजर इन द फॉरवर्ड मार्केट। मेरे साथ पढ़ना सर, अलग अलग लाइन का मतलब है, आपको एमसीक्यूज आएंगे फिर इन्हीं सब पे। दिस ऑप्शन इन्वॉल्व्स ऑटोमेटिक हेजिंग ऑफ एक्सपोजर इन द फॉरवर्ड मार्केट एज सुन एज दे अराइज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अट्रैक्टिवनेस और अदरवाइज। यहाँ ध्यान देना, भले ही वो फॉरवर्ड रेट इतना अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन आपने पॉलिसी बना के रख ली कि भैया जो भी फॉरेक्स के ट्रांजैक्शन होंगे उसे हेज कर लो। इस मेथड का फ़ायदा क्या है? ये फ़ायदा है कि आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि ट्रांजैक्शन की कॉस्ट और कितना हमें 3 महीने बाद बैंक में आने वाला है, तो आपको कोई चिंता नहीं होती इस बार की, ठीक है। देर इज़ अ लिटिल रिस्क ऑफ कैश फ्लो डिस्टेबलाइजेशन, क्योंकि आपको सब पहले से पता होता है तो आपके कैश फ्लोज बिगड़ते नहीं हैं। अगेन दिस ऑप्शन डजेंट रिक्वायर एनी इन्वेस्टमेंट। ये आ सकता है क्वेश्चन में कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वाला बताओ। ऑफ मैनेजमेंट टाइम एंड एफर्ट। ध्यान देना, मैं हूँ कंपनी का ओनर, मैंने डिसाइड करके रख लिया और मैंने अपने स्टाफ को बता दिया जो भी फॉरेक्स का ट्रांजैक्शन है उसे फॉरवर्ड में हेज कर लेना, अब इसके बाद मेरे पास मत आना।
मेरे को उसमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे पता है कि जो भी फॉरेक्स का ट्रांजेक्शन होगा उसे हम हेजिंग कर लेंगे ऑटोमेटिक, जो भी मार्केट में रेट्स अवेलेबल है। तो मेरा टाइम नहीं जा रहा इसमें, मेरा एफर्ट नहीं जा रहा अलग से, ठीक है। अब इसका निगेटिव साइड क्या है कि भैया आपको जो भी रेट अवेलेबल होंगे उस रेट पे आप हेजिंग कर लेते हो, भले ही वो अट्रैक्टिव ना हो। सो इसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑप्टिमम नहीं हो पाती, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको और क्या बताऊँ, इसमें पूरा पढ़ने में तो टाइम लगेगा। दिस डज नॉट सीम टू प्राइसेस कैन हार्डली बी अफोर्ड। चलो ठीक है, इतना आपके लिए काफ़ी है। सेकंड आते हैं, दूसरी स्ट्रैटेजी है, उसमें भी आपको रिस्क कम है पर थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। कैसे? आप पहले वाली स्ट्रैटेजी में क्या कर रहे थे, ऑटोमेटिक हेजिंग कर रहे थे, अट्रैक्टिव हो रेट या नहीं हो आप हेजिंग करते जा रहे थे। दूसरी स्ट्रैटेजी में आप थोड़ा टाइम डालो अपना, और तब हर बार उस समय हेजिंग करो जब रेट्स आपके फेवर में है। यानी कि अगर आपको 75 रुपीज़ पर डॉलर मिल रहा है तो आप हेजिंग मत करो, एटलीस्ट 79 एंड अबव अगर मिल रहा है तो फिर आप हेजिंग करो। सो दिस इज़ वेयर यू आर डूइंग सिलेक्टिव हेजिंग। पहले वाले पार्ट में आप दोनों किस्सों में हेजिंग कर रहे थे क्योंकि आप देख ही नहीं रहे थे, जो रेट थे उस पर हेजिंग कर ले रहे थे। अब आप यहाँ नहीं कर रहे पर यहाँ कर रहे हो। दिस इज वॉट द लो रिस्क इज बट रीजनेबल रिवॉर्ड। इस स्ट्रैटेजी रिक्वायर्स सिलेक्टिव हेजिंग ऑफ एक्सपोजर व्हेनेवर द फॉरवर्ड रेट्स आर अट्रैक्टिव बट कीपिंग एक्सपोजर ओपन। आप रिस्क को ओपन रखते हैं जब वो फॉरवर्ड रेट्स अट्रैक्टिव नहीं रहते। आप 75 में एक्सपोजर हेजिंग करने के बजाय आप बोलोगे भाई जाने दे, कुछ मत कर, 3 महीने बाद जो रेट आएगा देखी जाएगी, तो आप रिस्क ले रहे हो कि शायद वो 75 से ज़्यादा ही आए उस दिन का रेट। Successful pursuit of this strategy requires quantification of expectations about the future and the rewards would depend upon the accuracy of the prediction. अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आपको तो ये लगाना पड़ेगा ना अंदाज़ा। जैसे आज आपके पास 75 रुपीज़ का रेट अवेलेबल है फॉरवर्ड मार्केट में, इस पे आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, आप इस पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। पर अगर आपका प्रेडिक्शन ये बोलता है कि 75 से ज़्यादा ही रेट रहेंगे 3 महीने बाद, तो आप नहीं करोगे इस पे, ये आपके लिए अनअट्रैक्टिव बन गया। लेकिन आपका प्रेडिक्शन बोलता है कि 3 महीने बाद मार्केट में रेट 75 से कम रहेंगे, तब यही रेट आपके लिए अट्रैक्टिव है। तो अट्रैक्टिव है नहीं है ये डिसाइड करने के लिए आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, और आपका रिटर्न या रिवॉर्ड डिपेंड करता है कि आप कितने एक्यूरेटली उस प्रेडिक्शन, आपका प्रेडिक्शन कितना एक्यूरेट हो रहा है, ठीक है। दिस ऑप्शन इज सिमिलर टू एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड एंड इक्विटीज विद द प्रपोर्शन ऑफ टू कंपोनेंट्स। जिस तरह से कभी बॉन्ड में और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना यानी कि रिस्क फ्री, इक्विटी में यानी कि पोजीशन को ओपन रखना, बॉन्ड में करना यानी कि हेजिंग करना, ये अनहेजिंग करना, ऐसा हो गया। कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे, तो इट्स काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड एंड इक्विटी। आपने पोर्टफोलियो चैप्टर में देखा, CPPI पॉलिसी, बाय एंड होल्ड पॉलिसी। अच्छा, कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी में आप करते थे कुछ पैसा बॉन्ड में कुछ इक्विटी में, सो इट्स काइंड ऑफ अ दैट। बॉन्ड में पैसा रखना एक तरह से इस क्वेश्चन का या फॉरेक्स का हेज करना पोजीशन को, और इक्विटी में डालना यानी कि अनहेज रखना। अब मैं दूसरी सिचुएशन पे आता हूँ सर, जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा रिस्क लूँगा पर रिवॉर्ड मेरे को बहुत कम मिलेगा। अगर ऐसा करता हूँ तो दिस इज़ गोइंग टू बी द वर्स्ट स्ट्रैटेजी। क्या होगी वर्स्ट स्ट्रैटेजी सर? कि सर मैं तो टाइम में ध्यान ही नहीं दे रहा, जितने फॉरेक्स के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं मैं कोई हेजिंग करता ही नहीं, पॉलिसी ही नहीं है कंपनी की, तो इसमें भी टाइम नहीं जा रहा, पैसा नहीं जा रहा है ना। पहले वाले में टाइम पैसा भी नहीं जा रहा था क्योंकि सबको हेज कर रहा था, अब टाइम पैसा नहीं जा रहा क्योंकि मैं सबको अनहेज्ड रख रहा हूँ। सो दिस इज द वर्स्ट स्ट्रैटेजी इज टू लीव ऑल एक्सपोजर्स अनहेज्ड। द रिस्क ऑफ डिस्टेबलाइजेशन ऑफ कैश फ्लोज इज़ वेरी हाई। इसका मतलब क्या कि 3 महीने बाद में आपको 3 मिलियन मिलेंगे और आप उसी दिन के रेट पे कन्वर्ट कराओगे, आज कुछ भी नहीं कर रहे। अब आपको नहीं पता उस दिन क्या रेट रहेगा, तो आपको कितनी कैश आएगी कन्वर्ट कराने के बाद रुपीज़ में, ये आपको नहीं पता। इसलिए उन्होंने बोला डिस्टेबलाइजेशन ऑफ कैश फ्लोज इज़ वेरी हाई। द मेरिट इज़ ज़ीरो इन्वेस्टमेंट ऑफ मैनेजरियल टाइम एंड एफर्ट। इसका फ़ायदा सिर्फ एक ही है कि आपका टाइम मैनेजमेंट का और एफर्ट्स नहीं लग रहे। अब लास्ट वाला पार्ट देखो, ठीक है। पहले वाले पार्ट में
ऑल हेज्ड, दूसरे वाले में सिलेक्टिव हेजिंग, तीसरे वाले में ऑल अनहेज्ड, चौथे वाले में आप हेजिंग तो करोगे पर और वापस उसे कैंसिल कर दोगे और नई हेजिंग ले लोगे। क्यों? क्योंकि रेट शायद मार्केट में अब और अट्रैक्टिव है। ऐसा तो है नहीं ना कि आज ही सिर्फ मुझे हेजिंग करने की ज़रूरत है, बाद में मैं हेजिंग कभी कर ही नहीं सकता। आप कल परसों नरसों तरसों कभी भी हेजिंग का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सो ध्यान दो, दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स ट्रेडिंग एक्टिवली इन द करेंसी मार्केट थ्रू कंटिन्यूअस कैंसलेशन एंड रीबुकिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इस स्ट्रैटेजी में मैनेजमेंट का टाइम और एफर्ट सबसे ज़्यादा लगता है। एक सेपरेट डिपार्टमेंट सेट करके रखना पड़ता है कि भैया दिन भर आपका सिर्फ यही काम है। 75 रुपये में फाइनल कर लिया था ना कॉन्ट्रैक्ट, और आज अगर 78 रुपये अवेलेबल है तो पहले इवैल्यूएट करो, इसको कैंसिल करके इस पे बुक करने का फ़ायदा हो रहा है क्या। हो सकता है कि कैंसलेशन में चार्जेस लगे तो ज़्यादा ज़्यादा 1 रुपये का चार्ज लगेगा, तो 1 रुपये भी अगर इसमें से कम हुआ तो 77 तो मिलेंगे, पहले 75 मिल रहा था। गो अहेड विद दिस। तो व्हाट यू आर डूइंग, कंटिन्यूअसली कैंसिल करते हो, बुक करते हो, फिर और फेवरेबल दिखता, कैंसिल करते हो, बुक करते हो। ठीक है। In effect, this requires the trading function to become a profit center. It has to be, हाँ, ये जो स्ट्रैटेजी है ये पूरा ध्यान में रखना है आपको कि भैया आप अगर इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर रहे हो तो आप फुल कॉन्शियस हो कि रिस्क क्या है इसमें। सो ऑब्वियसली देयर इज़ अ हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड। अल्टीमेटली अगर आप ऐसा नेटवर्क बनाओगे, उसका मैट्रिक्स बनाओगे तो इस तरह से वो दिखेगा। आपकी पहली स्ट्रैटेजी थी सारे पोजीशंस को हेज कर देना, उसमें ये पहली स्ट्रैटेजी थी, उसमें रिस्क भी कम था, रिवॉर्ड भी कम था। दूसरी स्ट्रैटेजी आपकी क्या थी सर, कि आप सिलेक्टिव हेजिंग करते हो तो रिस्क तो कम है, रिवॉर्ड रिजनेबल है। ये रहा, हाई नहीं बोल सकते, रिजनेबल रिवॉर्ड। ठीक है। तीसरी स्ट्रैटेजी थी सबको अनहेज रखना, तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा पर रिवॉर्ड भी कुछ नहीं। और चौथी स्ट्रैटेजी थी आपकी कंटिन्यूस बेसिस पे कैंसिल करते रहना और बुक करते रहना, तो ऑब्वियसली रिस्क है उसमें और रिवॉर्ड भी है उसमें, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। तो ये 4 स्ट्रैटेजीज है जो आपको याद रखनी है। अब आपने पढ़ लिया तो अब हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये पहला क्वेश्चन है अब आपका। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, प्लेस द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज बाय डिफरेंट पर्सन्स इन द एक्सपोजर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज का मैट्रिक्स। पहली स्ट्रैटेजी पढ़ो। ठीक है। क्या बोलते हैं, कुलजीत नाम का एक होलसेलर है ऑफ इंपोर्टेड आइटम, इंपोर्ट करता है टॉयज फ्रॉम चाइना टू सेल देम इन द डोमेस्टिक मार्केट टू रिटेलर्स। इंपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है। बीइंग अ सोल ट्रेडर ही इज ऑलवेज सो मच इन्वॉल्व इन द प्रमोशन ऑफ हिज ट्रेड, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है अपने धंधे में, इन द डोमेस्टिक मार्केट एंड निगोशिएशन विद फॉरेन सप्लायर, दैट ही नेवर पेज अटेंशन टू हेज हिज पेबल इन फॉरेन करेंसी एंड लीव्स हिज पोजीशन अनहेज्ड। कौन सी स्ट्रैटेजी है? देखो 4 स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी, 1 2 3 4। और कभी भी ऐसा करना हो ना तो आप पहले तो मैट्रिक्स बना लो, क्योंकि मैट्रिक्स अपने हिसाब से बनाओ, नंबरिंग आगे पीछे करोगे चलेगा। ठीक है। आप रिस्क इधर ले लो, लो रिस्क हाई रिस्क, ठीक है, और लो रिवॉर्ड हाई रिवॉर्ड। ठीक है। अब ये वाला क्या था कि ये बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा है और रिवॉर्ड भी इसमें कम है, क्योंकि ये सारी पोजीशंस ओपन रख रहा है। बहुत ज़्यादा रिस्क लेना यानी कि हाई रिस्क लो रिवॉर्ड, यहाँ आएगा नंबर 3 की स्ट्रेटेजी। 1 2 3 4, दिस इज द थर्ड स्ट्रेटेजी ऑफ टेकिंग हाई रिस्क विथ लो रिवॉर्ड। आगे, मोनी इज इन द बिजनेस ऑफ एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग ब्रासवेयर्स टू यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज। एक्सपोर्ट करती है ये, और वो कैप्चर करने के लिए मार्केट ही इनवॉइसेस द कस्टमर इन देयर होम करेंसी। सीधी सी बात है, यूएसए और यूरोप वालों को अगर आप माल दोगे तो वो चाहेंगे कि अपनी खुद की करेंसी में पेमेंट करें, तो आप उनको डॉलर में बिल कर रहे हो और यूरोज़ में बिल कर रहे हो, तो ऐसे में आपका एक्सपोजर आ गया कि भैया आपको जब डॉलर और यूरोज़ मिलेंगे तब आप उसको कन्वर्ट कराओगे मार्केट रेट पे। अब वो एंटर करता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द फॉरेन एक्सचेंज ओनली इफ ही एक्सपेक्ट सम प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो हेजिंग कब की जाती है? सिलेक्टिवली, जब फायदा दिख रहा है तब वो हेज करता है, अदरवाइज ही लीव्स द पोजीशन ओपन। ये सेकंड स्ट्रेटेजी है सर। ठीक है, स्ट्रेटेजीज लिख लेना कभी भी ऐसे में, ऑल हेज करना,
सिलेक्टिव हेज करना, ऑल अनहेज रखना, और फिर ये कंटिन्यूस बेसिस पे कैंसिल और बुकिंग करना। 1 2 3 4 ये वाली हो गई। ये सेकंड स्ट्रैटेजी है जहाँ पे सिलेक्टिवली हम हेजिंग करते हैं। तो उसमें होता क्या है सर, जब आप सिलेक्टिव हेजिंग करते हो तो आपका रिस्क तो कम होता है पर रिवॉर्ड थोड़ा ही बढ़ता है, रिजनेबल। सो आप उसको यहाँ लिखोगे, आप हाई नहीं बोल सकते, उसको रिजनेबल रिवॉर्ड बोल सकते हो। ठीक है, आगे तीसरा, TSC Limited is in the business of software development. Company has both receivables and payables in the foreign currency. Treasury क्या करता है, not only enters into forward contract to hedge the exposure, but वो continuously carry करता है cancellation and extension of forward contract. This is high risky, high reward. Fourth strategy. ठीक है, लास्ट वाला पढ़ता हूँ मैं। DNB Publishers Limited in addition to publishing books are also in the business of importing and exporting books. As a matter of policy बना के रखी है कि भैया जब भी कभी कस्टमर को इन्वॉइस जो करेंगे हम, उससे जितना भी पैसा आएगा वो हम पैसा आने वाला होगा वो हम इमीडिएटली कवर कर लेंगे फॉरवर्ड मार्केट में, और हम ध्यान ही नहीं देंगे कि एक्सपोजर हमें ओपन रखना है सिंगल डे के लिए भी। मतलब हम सिंगल डे, एक दिन के लिए भी अनहेज नहीं छोड़ते हमारी पोजीशन को। ये पहली स्ट्रैटेजी। कौन सी स्ट्रैटेजी सर? लो रिस्क लो रिवॉर्ड, खत्म। ठीक है, हाई रिस्क लो रिवॉर्ड, लो रिस्क रिजनेबल, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लो रिस्क लो रिवॉर्ड। ये आप ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अब ऐसा मैट्रिक्स बनाओगे, हाई रिस्क लो रिस्क इधर रखोगे तो स्ट्रैटेजी देखो लो रिवॉर्ड हाई रिवॉर्ड, तो आपका थोड़ा सा फिर घूम जाएगा। अब 1 4 3 2 ऐसा बना हुआ है, वो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। मैट्रिक्स में बस बैठ जाना चाहिए कि अगर आपने स्ट्रैटेजी 2 यहाँ लिखी है, ठीक है, तो ये क्या है सर स्ट्रैटेजी 2 जो यहाँ पे लिखी है, आप इसको कौन से साइड से लोगे? ये हाई रिवॉर्ड लोगे और लो रिस्क लोगे, है ना। नीचे है तो लो रिस्क में आ गया, वो ऊपर होता तो स्ट्रैटेजी 3 हाई रिस्क में आता। ठीक है सर, अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये आपके क्रॉस रेट पे बेस्ड है, बहुत सिंपल सा है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बेसिक ले रहे। सॉरी, RTP नवंबर 20 का है, ठीक है, इंस्टीट्यूट के CA फाइनल के मटेरियल का। आप देखो यहाँ पे आपको डॉलर और येन का रेट दिया हुआ है। अब आप मुझे बताओ उसको लिखोगे कैसे? इसमें प्राइस करेंसी कौन सी होती है? बहुत सिंपल सर, जिसका यूनिट बेस 1 होता है ना, जैसे इसका बेस 1 है तो ये है बेस करेंसी, ये बेस है, ये बेस है, क्योंकि ये एक मिल रहा है और उसकी प्राइस बाद में दी हुई है। ठीक है, सो दिस इज़ प्राइस करेंसी, दिस इज़ बेस करेंसी। पहला तो अगर इसको लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो, येन बाय डॉलर, है ना, ये डॉलर बाय पाउंड और ये डॉलर बाय ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, कैलकुलेट द क्रॉस रेट फॉर पाउंड इन येन टर्म्स, फॉर पाउंड इन येन टर्म्स, यानी कि वो बोल रहे हैं आपको येन पर पाउंड निकालने के लिए। सो येन पर पाउंड, येन कहाँ है सर, ध्यान देना, येन ये रहा और पाउंड कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि येन पर डॉलर और डॉलर पर पाउंड लिखेंगे तो डॉलर डॉलर कैंसिल हो जाएगा, येन पर पाउंड रहेगा। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाता है। येन पर पाउंड इज़ नथिंग बट, आप पहले तो इक्वेशन बनाओ, क्वेश्चन में क्या दिया है बाद में देखेंगे, येन पर डॉलर इंटू डॉलर पर पाउंड। इसी तरीके से इक्वेशन बन सकता है ना, बिना ये सब देखे। बस आपको पता है होना चाहिए कि दूसरी करेंसी कौन सी, डॉलर डॉलर कैंसिल हो सकता है। अब येन पर डॉलर दिया हुआ है 107 मल्टीप्लाइड बाय 1.26 डायरेक्ट। ठीक है, इन्होंने इतना सब कुछ करा, ये रहा। येन पर पाउंड निकालना था तो येन पर डॉलर लिया, डॉलर पर पाउंड लिया, डॉलर डॉलर हम कैंसिल कर देंगे, तो ये रहा सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट रेट दिए थे जो इक्वेशन में चाहिए थे। थोड़ा सा और मुश्किल वाला क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। कैलकुलेट द क्रॉस रेट फॉर ऑस्ट्रेलियन डॉलर। जब ये लोग फॉर बोलते हैं ना, अरे यार अब ढूंढना पड़ेगा। जो चीज़ के लिए फॉर बोला है ना, ये बेस करेंसी है सर, इसके लिए निकालना है डॉलर के टर्म में, फॉर ऑस्ट्रेलियन डॉलर इन येन टर्म्स। तो अब आपको क्या निकालना है, येन पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, फिर बाद में लिखा फॉर पाउंड इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर पाउंड, है ना। तो अब आप देख लो, येन आपको येन पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर निकालना है, तो येन दिया है डॉलर के साथ और डॉलर दिया है ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ, तो ये भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि एक बार डॉलर नीचे है एक बार डॉलर ऊपर है आपका, तो ये भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 107 और 0.70। ठीक है, तो ये भी कर लो ख़त्म। मैं आगे बढ़ता हूँ फिर, ये रहा
107 और 0.70, ये समझ में आया क्या? येन पर डॉलर चाहिए था तो आपने क्या करा, ये येन यहाँ रखा क्योंकि ये ऊपर में है, ये नीचे है तो ये भी यहाँ रखा, और दोनों बाद में कैंसिल होनी चाहिए, ऐसी सिचुएशन बनाना है। ठीक है, लास्ट वाला देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर पाउंड। अब देखो ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर पाउंड, कहीं पे भी आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर में कुछ भी नहीं दिख रहा, तो अब आप अपने हिसाब से बनाओ सर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर किसके अगेंस्ट दिया है पहले देख लो, आपको डॉलर के अगेंस्ट दिया है ना, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर डॉलर, अच्छा आप ऐसा करो फिर पर पाउंड है, हाँ तो अब हम बनाएंगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर यूएस डॉलर, क्योंकि उसी के साथ कैंसिल करना। अब जब ये लिख लिया तो अगला इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कि क्या आएगा, डॉलर ऊपर में ही आना चाहिए तभी कैंसिल हो पाएगा, पर पाउंड। ठीक है, अब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे जो दिया है वो डॉलर, यूएस डॉलर पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यहाँ क्या है ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर यूएस डॉलर, तो इसका हम इन्वर्स कर लेंगे तो जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से डेटा मिल जाएगा। अब बराबर आ रहा है, ऐसा ही दिया है ना क्वेश्चन में, तो उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया। दूसरे वाले पार्ट को क्या करूँगा सर, दूसरे वाला पार्ट जो दिया है वो डॉलर पर पाउंड, और हमें क्या चाहिए सर, डॉलर पर पाउंड। ठीक है, कहानी ख़त्म, तो वो हमने डॉलर पर पाउंड ही रखना है, तो डेटा ले लो, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.70 मल्टीप्लाइड बाई 1.26। हम अब अगले पेज पे जाते हैं। ये इन्होंने ये जो था इसका इन्वर्स निकाल लिया, यहाँ पे आप लगे तो ऐसा लिख सकते हो, 1 डिवाइडेड बाई 0.70 मल्टीप्लाइड बाई 1.26, उसका आंसर इतना ही आएगा 1.8। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 0.70 इज़ नथिंग बट 1.4286। तो एक बेसिक क्रॉस रेट्स हो गए, ऐसे और आगे क्वेश्चन में आएंगे, ये तो आपके लिए आई थिंक बहुत आसान भी है क्वेश्चन। ठीक है, सो अब आपको समझ में आया डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने इसमें देखा क्रॉस रेट्स, हमने इसमें देखा डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट बेसिक लेवल पे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखो विथ रिलैक्सेशन ऑफ नॉर्म्स इन इंडिया फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंटरनेशनल मार्केट, गवर्नमेंट ने बोला इंडियंस को कि आप जब बाहर देश में जाके इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या कुछ भी, तो उसकी लिमिट होती है, उसकी लिमिट सेट कर दी गवर्नमेंट ने $250,000। पहले कम थी तो उसमें रिलैक्सेशन आया तो अब बढ़ के हो गई इतना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब इसी के तहत मिस्टर एक्स to hedge himself against the risk of declining Indian economy and weakening of Indian rupee, देखो इंडियन इकोनॉमी डिक्लाइन हो और इंडियन रुपी वीकन हो का मतलब क्या, अगर आज रुपीस पर डॉलर 80 है तो आप मुझे बताओ कल जाके ये 82 हुआ तो इंडियन रुपी वीक हुआ या 78 हुआ तो इंडियन रुपी वीक हुआ। सर इंडियन रुपी वीक कब होता है पता है, जब उतना ही डॉलर खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा हो। यार देखो $1 आ जाता था 80 रुपये में, आज उतनी ही चीज़ खरीदने के लिए 80 रुपये काफ़ी नहीं है, वैल्यू गिर गई, आज 82 देने पड़ेंगे। यहाँ पे इंडियन रुपी वीक हो गया, यहाँ बोलेंगे इंडियन रुपी स्ट्रांग हुआ। तो स्ट्रांग का मतलब आगे बढ़ना नहीं होता हमेशा, वो ऊपर जाओगे तो स्ट्रांग ही होता जाएगा, वीक होता है वहाँ पे रुपी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लास्ट फ्यू ईयर्स डिसाइडेड टू डाइवर्सिफाई इन द इंटरनेशनल मार्केट, अभी तक का ये इंफॉर्मेशन कोई काम का नहीं क्वेश्चन के हिसाब से। अकॉर्डिंगली मिस्टर एक्स ने क्या करा, ध्यान देना, 1,58,00,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करा, किसी कोई एक साल के 2011 ले लो, 21 ले लो, साल के शुरुआत के पहले दिन, पहले महीने के पहले दिन। ठीक है, इन कहाँ इन्वेस्टमेंट करा, इंडिया में नहीं, स्टैंडर्ड एंड पुअर इंडेक्स, जैसे इंडिया में होता है अपना सेंसेक्स और निफ्टी, वहाँ का इंडेक्स है S&P, तो उसमें उन्होंने इन्वेस्ट करा, और ठीक अगले ही साल, उसके अगले साल उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट बेच दिया। अब आपको डेटा दिया हुआ है, इंडेक्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया, अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते तो सेंसेक्स या निफ्टी जो भी वो इतना चल रहा था, यूएस का इंडेक्स उसी दौरान इतना चल रहा है, एक्सचेंज रेट आपको दिया हुआ है
ठीक है, स्टार्टिंग का और अगले साल के स्टार्टिंग का। अब आपको कैलकुलेट करना है द रिटर्न फॉर अ यूएस इन्वेस्टर। यूएस में अगर इन्वेस्टमेंट करते तो कितना रिटर्न हासिल होता इतने ही पैसों में। आपको और कुछ नहीं करना, यूएस इन्वेस्टर का रिटर्न निकालना है तो आपको क्या है, ये 2028 दिया है, 1999 1919 दिया है, ठीक है। यूएस में आप इन्वेस्टमेंट करते तो आप कितना रिटर्न हासिल करते, यहाँ तो रिटर्न आ ही नहीं रहा। आप देख रहे हो 2028 था इंडेक्स, बाद में 1919 हो गया। अगर सिंपल भाषा में निकालना है तो दैट इज़ 2028 माइनस 1919, या सॉरी, जो भाव पे बेचा इस पे खरीदा। सो 1919 माइनस 2028 करोगे डिवाइडेड बाय 2028 का बेसिस, ठीक है, तो आपका निकल के आ जाएगा तकरीबन -5.37%। कितना आसान है ये निकालना। हम भी अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते तो हमारा भी रिटर्न इतना ही होता, -5.37%। पहला क्वेश्चन, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने कैसे करा है ध्यान देना, ये रहा 1919 माइनस 2028 टू डिवाइडेड बाई 2028, ये रहा। स्टार्टिंग 2028 में खरीदा, 1919 में बेचा, नुकसान हो गया। दूसरा क्वेश्चन, होल्डिंग पीरियड रिटर्न टू मिस्टर एक्स। यहाँ नहीं पूछा था ना मिस्टर एक्स का रिटर्न, अब पूछ रहे हैं कि मिस्टर एक्स का रिटर्न अब बताओ कितना हुआ। देखो इन्वेस्टमेंट रुपीज़ में करा है और कुछ ज़्यादा स्पेसिफाइड नहीं है तो रिटर्न भी उनका अब आप रुपीज़ में ही निकालोगे, पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट यूएस में जाके करा तो ध्यान देना स्टार्टिंग और एंडिंग है। सबसे पहले 1.58 करोड़ यहाँ पे उन्होंने दिए होंगे रुपीज़ में और डॉलर लिया होगा, क्योंकि यूएस में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें तो सर डॉलर लगेगा। तो हमें डॉलर इस दिन हमने खरीदा पहले तो मार्केट से। जब हम खरीद रहे हैं ध्यान देना रुपीज़ पर डॉलर, डॉलर बेस करेंसी है, इसी की रिक्वायरमेंट मार्केट में डालेंगे बैंक के पास। सो हमें डॉलर खरीदना है, बैंक को डॉलर बेचना है। 62.25 के रेट से आपने खरीदा होगा डॉलर और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा। साल ख़त्म हुआ तो आपको डॉलर वापस मिले होंगे 1919 के भाव से, ठीक है, और आपने वो डॉलर बेच के रुपीज़ ले लिए होंगे। बेस करेंसी डॉलर है, डॉलर आपने क्या करा साल के अंत में बेचा, तो बैंक ने क्या करा खरीदा। ये दो रेट अप्लीकेबल है, थोड़ा ध्यान देना। 62.25 जब आप खरीद रहे हो तो बैंक बेच रही है, जब आप बेच रहे हो तो बैंक खरीद रही है। तो अब ये रेट पे आपके पास रुपीज़ आ गए होंगे, वो रुपीज़ से 1.58 को कंपेयर करो और बताओ कि रिटर्न कितना हुआ। ध्यान देंगे सर थोड़ा सा, मैं अभी बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में 1,58,00,000 रुपये मैंने 62.25 यानी कि पहला तो ये स्पॉट रेट था और स्पॉट का भी मैंने आस्क लिया क्योंकि मुझे डॉलर खरीदना था और बैंक को बेचना था, ठीक है। तो मुझे इतने डॉलर मिले होंगे, उस दिन का इंडेक्स उनका इतना चल रहा था S&P का, तो मैंने कितने यूनिट्स नंबर में खरीदे होंगे इतने 125.15 यूनिट्स ऑफ S&P इंडेक्स मैंने खरीदे, ठीक है। तो इतने ही बेचूंगा साल के अंत में, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ आ जाओ इतने ही लेके। अब आपने क्या करा सर, इतने यूनिट जो उनकी क्लोजिंग प्राइस थी उस पर बेचा तो आपको इतने डॉलर मिले। अब थोड़ा ध्यान दो, आपने इतने डॉलर का इन्वेस्टमेंट करा था, आपको इतने डॉलर मिले, कम मिले ना, कोई बात नहीं। सो आप ये $2,40,000 लेके इंडिया आओगे और उसको बेचोगे। जब आप डॉलर बेचोगे तो आप डॉलर बेच रहे हो, बैंक डॉलर खरीद रही है, असेट। सो उस टाइम पे क्या होगा, आप कौन सा रेट लगाओगे, बैंक का खरीदने वाला रेट लगेगा। अच्छा दोनों केस में स्पॉट ही है तो मैं ये हटा देता हूँ। सो बैंक ने खरीदा डॉलर 67.25 पे, ये रहा 67.25 पे बैंक ने खरीदा। बैंक ने खरीदा तो आपको उसके पैसे मिले 1,61,51,656। क्या करोगे सर, बहुत सिंपल, आपने इन्वेस्टमेंट इतना करा था, आपको मिला इतना, बीच का तो सारा एक्सचेंज का मामला था, कर लिया सारा का सारा, तो गेन कितना हुआ सर 3,51,000, 3,51,656 का। अब ये अगर डिवाइड करोगे इससे जो बेस था तो आपका रिटर्न आता है 2.23%। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो गया, ये देखो
यहाँ से हमने डॉलर खरीदे, डॉलर खरीद के इतने यूनिट्स हमने लिए, वो यूनिट्स हमने क्लोजिंग प्राइस पे बेचे तो इतने डॉलर आए, वापस वो डॉलर बेच के हमें इतने रुपए आए, वो हमने कंपेयर करा तो पता चला 2.23% का हमारा रिटर्न हो रहा है। अब आप ये बोलोगे सर कि यार यूएस डॉलर में तो आपको नुकसान हो रहा था, रुपीज़ में प्रॉफिट कैसे हो गया? सर डॉलर में तो अभी भी नुकसान हो रहा है, बस फ़र्क ये पड़ गया कि हमने जब डॉलर खरीदा था तो 62 रुपीज़ का रेट लगा था, आज 67 में बेचा, तो एक्चुअल में रुपीज़ के जो डिफरेंस है एक्सचेंज रेट का, उसकी वजह से प्रॉफिट दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट की वजह से एज सच कोई प्रॉफिट नहीं है। इनफैक्ट अगर आप पूरा का पूरा यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो आप सीधा इस रेट पे अगर बेचते तो और रिटर्न बढ़ता। आपका ये जो 2.23% है ना, वो तो इतने से तो गिर गया, इतने डॉलर से तो वो गिर गया। आपका रिटर्न और कितना बढ़ता, ये इनटू दिस। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, सिर्फ डॉलर में कहीं पर रख देते वहाँ पे, एक साल बाद आके वही डॉलर आप 67 के रेट से बेचते। सो दिस इज़ हाउ वी शुड इंटरप्रेट। हो गया। अब लास्ट वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है, देखना। द वैल्यू ऑफ इंडेक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट इन इंडिया एज ऑन 1st of January 2002 at which Mr. X would be indifferent between investment in standard and poor index and Indian stock market। जितना रिटर्न अभी उनको मिला है ना 2.23% का, उतना ही रिटर्न अगर इंडिया में मिलता तो उसके लिए स्टॉक की इंडेक्स की क्लोजिंग इंडिया में कितनी होती। मान के चलो कि उतना ही रिटर्न हमें इंडिया में दिलवाना है, उसके लिए इंडेक्स कितना होना चाहिए था इस डेट पे, क्लोजिंग इंडेक्स आपको निकालना है। सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करो, 2.23% का रिटर्न दिलाओ 1,58,00,000 पे, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो इससे, ये आपकी अमाउंट निकल के आ जाएगी। कैसे निकालते हैं सर? बहुत सिंपल, ये देखो थर्ड पार्ट। और आप 158 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते, ठीक है, और तब अपना सेंसेक्स कितना चल रहा था, 7395। आपको करना क्या है, इतना तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा 2.23% रिटर्न आया ना। आप एक काम करो, और साल भर का है ये, इंटू 1.0223 कर दो। इतना ही रिटर्न अगर चाहिए तो सेंसेक्स ने भी इतना रिटर्न कमाना चाहिए। 7395 इंटू 1.0223, तो ये होना चाहिए था हमारा 7560। ख़त्म। देख लो इंस्टीट्यूट ने कैसे सॉल्व करा है, ये रहा। और देखो ये सब कैलकुलेट तो आप कर लो अगर ऐसा दिया हुआ है, पर आपको उतना कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। इन्होंने क्या करा, पहले पूरा इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में करा तो बताया कि कितने यूनिट्स हमने सेंसेक्स के खरीदे, फिर वो यूनिट्स हम अगर इस रेट पे बेचे तो 2.23% हमारा रिटर्न आना चाहिए, ऐसा उन्होंने इक्वेट कर दिया यहाँ पे एक्स रख के। तो दिस इज़ टू मच ऑफ कैलकुलेशन। व्हाट यू कैन डू कि आप जो स्टार्टिंग का था 7395, इसी में 1.0223 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सेंसेक्स भी उतने परसेंट से बढ़ेगा तभी तो हमारा इन्वेस्टमेंट 2.23% रिटर्न देगा। ओपनिंग कोई उतने से बढ़ाओगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट इज़ द शॉर्टकट वे ऑफ कैलकुलेटिंग दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते सर, थोड़ा ध्यान देना। अब आप एक इस क्वेश्चन में ना क्या हो, फॉरेन एक्सचेंज डीलर, और आपको इन्फॉर्म किया गया है कि आपकी बैंक ने ना टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र यानी कि ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है। किस चीज़ का पेमेंट? यानी कि कोपेनहेगन फॉर डैनिश क्रोनर। आपने डैनिश क्रोनर इतने 10 लाख डैनिश क्रोनर 6.5150 रुपीज़ पर डैनिश क्रोनर के भाव से बेच दिया है, सोल्ड मार्केट में। यू आर रिक्वायर्ड टू कवर द ट्रांजैक्शन, यानी कि लिखेंगे बाय बैक, आप वापस खरीदना पड़ेगा इधर इन लंदन या फिर न्यूयॉर्क। अब क्या हुआ ना कि इंडियन करेंसी का डैनिश क्रोनर के साथ में डायरेक्ट रेट नहीं दिया हुआ है, तो आपको लंदन से या फिर न्यूयॉर्क से रेट घुमाते हुए आपको डैनिश क्रोनर वापस बाय बैक करना है, आपकी पोजीशन नॉर्मल पे लाना है। सो आपको रेट्स मार्केट में दिए हुए हैं, 2 रेट है, यानी कि ये वाला रेट है बिड और उसके बाद वाला है आस्क। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मुंबई लंदन यहाँ लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, और अंदर में ये रुपीज़ में लिखा है, यानी कि दिस इज़ पर पाउंड, है ना। 74 तो रुपीज़ हो ही गया, वो प्राइस करेंसी हो गई, तो बेस करेंसी बाहर लिख दिया मैंने पर पाउंड। ये न्यूयॉर्क लिखा है, न्यूयॉर्क की करेंसी कौन सी सर? डॉलर, इतना तो याद रखना पड़ेगा, यूएस डॉलर।
लंदन कहाँ आता है सर? इंग्लैंड में आता है। उसकी करेंसी याद रखनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है आपके पास में। कोपेनहेगन की करेंसी डैनिश क्रोनर हो गई। तो अगर वो डैनिश क्रोनर दिया है तो यहाँ ध्यान देना कि प्राइस करेंसी इज डैनिश क्रोनर, तो बेस दूसरी वाली होगी, यानी कि लंदन और न्यूयॉर्क, यानी कि ये डैनिश क्रोनर पर पाउंड और ये डैनिश क्रोनर पर डॉलर ऐसा दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब आपको कवर अप करना है। विच मार्केट विल यू कवर द ट्रांजेक्शन, लंदन या न्यूयॉर्क, एंड व्हाट विल बी द एक्सचेंज प्रॉफिट और लॉस ऑन द ट्रांजेक्शन। अब आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट भी करके देना है। अगर वो नहीं बोलते प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने का तो भी आपका आंसर आ जाता पहले वाले पार्ट का। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान दो। आपने जो बेचा, ठीक है, 10 लाख बेच दिया 6.5150 के रेट से। अब आपको डैनिश क्रोनर वापस खरीदना है। ठीक है, अगर आप ऐसा रेट बनाते हो रुपीस पर DKK, ये तो DKK क्या हो गया, असेट करेंसी, बेस करेंसी हो गई मेरी DKK, और मुझे DKK खरीदना है तो बैंक बेचेगी, यानी कि मुझे चाहिए आस्क रेट। अब डायरेक्ट तो दिया नहीं है तो मैं क्रॉस का इक्वेशन बनाऊंगा जिसमें रुपीस रखूंगा, रुपीस के साथ एक बार मैं पाउंड रखूंगा, एक बार मैं न्यूयॉर्क रखूंगा, न्यूयॉर्क यानी कि डॉलर रखूंगा। सो सबसे पहले मैं न्यूयॉर्क से यानी कि डॉलर वाली करेंसी से घुमाता हूं। तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा आप बताओ। रुपीस के साथ मैंने अगर यहां डॉलर ले लिया तो आस्क, ठीक है, तो अब मुझे इसे कैंसिल करने के लिए यहाँ पे भी मैं लूँगा आस्क डॉलर पर DKK। क्या सही लिया है मैंने इक्वेशन? डॉलर एक साइड में डिनोमिनेटर में, एक साइड में न्यूमरेटर में, ऐसे करके कैंसिल होगा। आस्क है तो सारा आस्क, मुझे आस्क चाहिए था तो आगे भी मैंने सारा आस्क वाला इक्वेशन बनाया। अब आपको इसमें वैल्यूज़ रखनी है, थोड़ा सा ध्यान देना। पहले तो चेक करो कि आपको रेट्स ऐसे ही दिए है कि ये रुपीज़ पर डॉलर है, ये भी सर रुपीज़ पर डॉलर है। ठीक है, पर दूसरी करेंसी देखो, आपको डॉलर पर DKK चाहिए, यानी कि DKK शुड बी द बेस करेंसी, पर यहां पे DKK आपका प्राइस करेंसी है, यहां पे डॉलर बेस है, तो आपको इन्वर्स करना पड़ेगा। जब आप इस चीज को इन्वर्स करोगे तो 1/bid हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना यहां पे। सो यही इक्वेशन है सेम। हमें चाहिए था आस्क ऑफ डॉलर पर DKK, पर वो क्वेश्चन में नहीं है, तो हमें DKK पर डॉलर लाना था, इसलिए हमने इनडायरेक्ट कर दिया डायरेक्ट को, तो वो हो गया 1/bid ऑफ DKK पर डॉलर। अब अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो ये रेट और ये रेट दोनों दिया हुआ है, आप वैल्यूज उठा लो, पर उठाओगे क्या, इसका आस्क और इसका बिड, यानी कि कौन से दो रेट है वो, इसका आप आस्क उठाओगे और इसका बिड उठाओगे। सो 49.2625 डिवाइडेड बाय 7.5670, तो आपको रुपीस पर DKK का रेट मिल जाएगा। ऐसे ही आप करोगे पाउंड के साथ में। अगला सेम इक्वेशन उठा के रखो सर, यही वाला जो आपने अभी लिखा है, ठीक है, उसमें सिर्फ डॉलर की जगह पाउंड डाल दो। ये रहा, मैंने सेम बनाया, उसमें क्या करा, रुपीस पर पाउंड आस्क, पाउंड पर DKK आस्क, पर पाउंड पर DKK नहीं दिया है तो मैंने इन्वर्स कर लिया, बिड DKK पर पाउंड और वैल्यूज रख दी। तो कौन सी दो वैल्यूज आएगी आपकी, ये वाली और ये वाली। अब आपको समझ में आया कि जब आस्क को इन्वर्स करते हैं तो वो बिड बन जाता है। अब इससे आपके दो रेट आ गए, ध्यान देना सर। रुपीस पर DKK, अगर आप न्यूयॉर्क मार्केट से जाते हो तो आप खरीद रहे हो DKK, आपको 6.51 रुपीज़ देना पड़ेगा, पर लंदन मार्केट से आपको कम देना पड़ रहा है। सो ये तो श्योर हो गया कि आपको कवर जो करना है वो लंदन मार्केट से करना है, ठीक है। पर दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, वो ये बोल रहा है कि भैया बताओ व्हाट विल बी द एक्सचेंज प्रॉफिट और लॉस ऑन द ट्रांजैक्शन, आपको ट्रांजैक्शन पे क्या फ़ायदा नुकसान होगा। सिंपल सी बात है, 6.5150 पे आपने बेच दिया था, 6.5150 पे आपने बेच दिया था, तो आपको इतने पैसे मिले थे, अब इतने देने पड़ेंगे। दिस इज गोइंग टू बी योर प्रॉफिट ऑन एवरी डैनिश क्रोनर, ठीक है, 0.0071, और वो टोटल कितने डैनिश क्रोनर थे, 10 लाख, तो 7,100 रुपये का प्रॉफिट आएगा। ये हम इंस्टीट्यूट के आंसर में अब देखते हैं। टू बी प्रिसाइज 7,100 ही आना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने क्या करा, लंदन मार्केट से निकाला कि अगर हमने कवर करा तो प्रॉफिट कितना होगा, न्यूयॉर्क मार्केट से कवर करोगे तो प्रॉफिट कितना होगा। तो आप देख सकते हो दोनों केस में प्रॉफिट लंदन मार्केट से ज़्यादा हो रहा है, न्यूयॉर्क मार्केट में कम है। बट प्रैक्टिकली क्या होगा, पहले रेट निकाल के सिर्फ एक ही मार्केट से कवर करा जाएगा, दूसरे मार्केट से प्रॉफिट निकालने की आपको ज़रूरत ही नहीं है।
ठीक है सर। सो ट्रांजेक्शन वुड बी कवर्ड थ्रू लंडन विच गेट्स द मैक्सिमम प्रॉफिट। कहानी खत्म। ये हो गया क्रॉस रेट्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा ध्यान देना। यू फॉरेक्स डीलर हैड एंटर्ड इनटू अ क्रॉस करेंसी डील। अब इस चीज का मतलब समझो। क्रॉस करेंसी डील का मतलब होता है कि जो डील आपने करी है उसमें से कोई भी करेंसी आपकी होम करेंसी नहीं है। अब वो डील देखो क्या है। आपने क्या करा है, बेच दिया, $10 लाख बेच दिया अगेंस्ट यूरो, यानी कि ना डॉलर आपकी होम करेंसी है ना यूरो आपकी होम करेंसी है, ना आप अमेरिका से हो ना यूरोप से कहीं से। ठीक है, चलो ठीक है। तो आपने ये तो बेच दिया, इसका मतलब क्या, आपके पास $10 लाख थे, आपने अब यूरो ले लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये, ठीक है। तो अब आपके पास में यूरो कितने हैं सर, 14,40,000 यूरो हो गए। पर अब क्या हुआ, आपकी पॉलिसी के अगेंस्ट में मार्केट जो वॉलेटाइल अगर हुआ उस दिन, तो आपको स्क्वायर अप करना पड़ गया। स्क्वायर अप करने का दूसरा वर्ड था पिछले क्वेश्चन में कवर करना, यानी कि अब आप ये पोजीशन वापस पहले जैसी ला लो, यानी कि अब ये यूरो हटाओ, यूरो आप निकाल दो सर, आपको $10 लाख वापस चाहिए। आपने बेच दिया था, अब आप वापस ला लो। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, पहले इंस्टीट्यूट ने क्या किया ये बताता हूँ, फिर उसमें छोटा सा ग्लिच जो है जो इम्प्रूव किया जा सकता था वो भी मैं बताऊँगा। ध्यान देना सर। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना कि डॉलर बेच के यूरो आया है ना, यूरो आया, तो अब आपको कवर अप करने के लिए डॉलर वापस खरीदना है। यूरो के अगेंस्ट में ही खरीदो सबसे पहले तो, ताकि यूरो वापस चले जाए। सो इंस्टीट्यूट ने क्या करा, द अमाउंट ऑफ यूरो सोल्ड फॉर बाइंग डॉलर। अगर आप डॉलर खरीदना चाहते हो, ध्यान देना, डॉलर आप यहाँ से भी खरीद सकते हो, यहाँ से भी खरीद सकते हो, पर हमारे पास क्योंकि यूरो है, हमने अगर यहाँ से खरीद लिया तो यूरो का क्या करेंगे, अलग से बेचना ही पड़ेगा, उससे भी डॉलर ही मिलना है। नोटिस कर रहे हो, तो पहले यहाँ बेच के निकाल दो। सो हमने $10 लाख वापस यहाँ से खरीद लिए, डॉलर ही बेस करेंसी है, देख रहे हो। तो खरीदूंगा मैं, बेचेगी बैंक, क्या रेट पे, 1.4450, बैंक का बेचने का रेट $10 लाख। तो उसके लिए 10 लाख इंटू 1.4450, तो हमें कितने यूरोज बैंक को देने पड़ेंगे सर, 14,45,000। पर हमारे पास तो सिर्फ 14,40,000 यूरोज है। मानते हो बात को, तो ये तो आपने सारे दे दिए, और 5,000 यूरो देने पड़ेंगे, तब जाके आपको पूरे $10 लाख मिलेंगे जो आपके पास पहले थे। ठीक है सर, तो आपका नेट लॉस हो गया एक तरह से 5,000 यूरोस का, पर आपकी ये होम करेंसी नहीं है। इसी लॉस को आपको बस कैलकुलेट करना है रुपीज में और कहानी खत्म, क्योंकि आपने तो कवर अप कर लिया ना, $10 लाख बेचे तो $10 लाख वापस ला लिया, यूरो भी सारे चले गए ना, अब आपके पास में यूरो है। तो यूरो 5,000 रुपये वापस आपको लॉस बियर करने के लिए खरीदना पड़ेगा। यूरो खरीदने का रेट ध्यान देना, आपको खरीदना है एज अगेंस्ट रुपीज़, है ना। अगर बेस करेंसी ये होती तो आप खरीदते, बैंक बेचती आस्क रेट। ठीक है, तो इसका मतलब आगे भी सारा आस्क लगेगा रुपीज़ पर डॉलर इंटू आस्क ऑफ डॉलर पर यूरो। पर प्रॉब्लम क्या है, आपको चाहिए डॉलर पर यूरो, और यहाँ दिया हुआ है यूरो पर डॉलर। ये नोटिस कर रहे हो, यहाँ जो रेट है वो है यूरो पर डॉलर। तो बस और कुछ नहीं, इन्वर्स कर दो, आपको बिड रेट लेना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया, तो इस चीज़ को आप इन्वर्स करोगे, इसका आ जाएगा बिड ऑफ यूरो पर डॉलर। हो गई कहानी बराबर। अब आप ले लो, आस्क लेना रुपीज़ पर डॉलर, यानी कि आ गया वो 31.45 इंटू बिड लोगे इसका तो वो आ गया 1.44, तो आपका रेट आ जाएगा दैट समवेयर अराउंड 21.8403। 4 डेसिमल है ना यहाँ पे, इसलिए मैंने भी ले लिया। हर यूरो आपको इतने रुपए का पड़ रहा है, क्लियर। तो आपको कितने यूरो का लॉस निकालना है सर, 21.484, 5,000 यूरोस का 8403 से मल्टीप्लाई करो। सो ये आ गया आपका नुकसान 109,202, किस में, रुपीज़ में। लॉस ही है सर, आपने कवर अप कर दिया। कैसे करा मैं आपको वापस से समझाता हूँ। ठीक है, 5,000 यूरोज़ आपको चाहिए, इस वाले रेट में मिलेंगे यूरोज़, पर यहाँ डॉलर बिक रहा है, आपको यूरोज़ चाहिए, यानी कि आप डॉलर देने रेडी हो। आप यूरोज़ खरीदना चाहते हो, यानी कि बेस करेंसी बेचना चाहते हो। मैं डॉलर बेचना चाहता हूँ, बैंक डॉलर खरीदेगी। क्या रेट आया ये, ठीक है। तो आप 5,000 यूरो
5,000 क्या यूरो में, ये क्या है यूरो में, 5,000 डिवाइडेड बाय 1.44 करो अपने कैलकुलेटर पे, ठीक है, तो वो आएगा $3472.22 कि इतने डॉलर दोगे तो 5,000 यूरो मिलेंगे। अब वो डॉलर कहाँ से आएंगे सर, यहाँ से। मैं डॉलर खरीदना चाहता हूँ, डॉलर ही बेस करेंसी है, तो मैं डॉलर खरीदना चाहता हूँ, बैंक बेचना चाहती है, तो ये रेट लगेगा। जो कैलकुलेटर पे आंसर आया $3472.22 मल्टीप्लाइड बाई ये रेट करो, एग्जैक्ट इतना ही आएगा, 1,09,202 रुपये का नुकसान। बट यहाँ पे एक ग्लिच है, ठीक है, ये रहा 1,09,202 आया ना, ठीक है। इन्होंने दूसरा भी आंसर ऐसे ही निकाला। अब मैं आपको, लॉस तो आएगा ये कंफर्म है, लॉस कम कर सकते थे। जो मार्जिन है ना इसका 44 का और 4450 का, इसमें आप 5 पैसे जो है वो 50 पैसे से खेल सकते थे। मैं बताता हूँ कैसे। 10 लाख डॉलर आपको चाहिए वापस, और आपके पास अभी क्या है यूरो, तो आप एक काम करो ना, यूरो सारे बेच दो, आप यूरो सारे बेच दो पहले और देखो कितने डॉलर आ रहे हैं। तो आपने यूरो बेचने गए तो पता चला कि यार यहाँ तो डॉलर बेस करेंसी है। आप यूरो बेचना चाहते हो यानी डॉलर खरीदना चाहते हो। आप डॉलर खरीदोगे, ध्यान देना, आप डॉलर खरीदोगे तो बैंक डॉलर बेचेगी, ठीक है। बैंक का डॉलर बेचने का रेट कितना है सर, 1.4450 है ना, तो ये लगा दो, क्या रेट लगा, 1.4450। कोई डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बच्चा क्या करता है, जनरली डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करते हैं और फिर रेट लगाते हैं, पर डेसिमल्स में राउंडिंग ऑफ के एरर आते हैं उसमें। आपको रेट नहीं बदलना, जो क्वेश्चन ने दिया है वही रेट लगाना है। मल्टीप्लाई की जगह डिनोमिनेटर करो। आप जब बिड का आस्क का बिड करते हो यहाँ पे, या डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करोगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा। मेरा क्या आ रहा है, डिवीजन आ रहा है, पर मैं वही फिगर ले रहा हूँ। सो यूरो में बेचूंगा, डॉलर खरीदूंगा तो बैंक डॉलर बेचेगी इस रेट पे। मैंने डिवाइड कर दिया, 14,40,000 डिवाइड 1.4450, तो मेरे पास कितने डॉलर आए सर, 96, मैं बताता हूँ, 996,540 मेरे पास इतने डॉलर आ गए। अरे जब मेरे को कवर अप करना था 10 लाख डॉलर का और इतने डॉलर आ चुके, तो बैलेंस डॉलर्स का ही कवर अप करता हूँ डायरेक्ट। तो मेरे पास अभी कितने का लॉस होना चाहिए सर, यानी कि और मुझे जो खरीदना है डॉलर अलग से, वो कितना, -10 लाख, यानी कि 3460 डॉलर्स। बस इतने डॉलर आपको और खरीद के देना है, आपका यही है लॉस डॉलर्स का। आप डॉलर खरीदना चाहते हैं, बैंक बेचना चाहती है, 31.45 रेट लगेगा, वही रेट 31.45 का रेट लगाओ, तो आपका आंसर आएगा 108823 या 24 ले लो। आ गया, थोड़ा लॉस आपका कम हुआ है, थोड़ा सा, बस 108824, यहाँ आया 109201, 1 देखो 108824। सो दैट्स, अरे चलो जाने दो, पर अगर आप ऐसे जाओगे तो थोड़ा और लॉस कम हो जाता है, 400-600 रुपये का। बाकी दोनों तरीके से आंसर आपका आ जा गया कि 10 लाख डॉलर आप वापस लेके आ गए, किसी भी तरह से निकालो, ठीक है। आगे बढ़े सर, ये क्रॉस रेट समझा आपको। ये यहाँ पे हमने क्या सीखा इसमें कि हम जो दे रहे हैं वो बेस करेंसी है क्या, नहीं है तो पहले बेस करेंसी के साथ आप क्या कर रहे हो वो पता कर लो बैंक में, आपका रेट कभी गलत नहीं होगा सर। अब ये जो अगला वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले, डिस्कस करने के पहले एक दो कॉन्सेप्ट और देखते हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। आ जाओ, यहाँ पे भी आने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम कहाँ तक आ चुके हैं, और फार्मूला बुक से थोड़ा सा देखते हैं। देखो, एक्सचेंज रेट आपने देखा था क्या होता है, एक करेंसी से दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करना है तो। बेस करेंसी, काउंटर करेंसी क्या होता है, बिड और आस्क रेट क्या होता है, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हमने देखा, स्पॉट और फॉरवर्ड आपको समझ में आया, स्प्रेड और स्वैप भी आपको समझ में आया कि देखो भाई, बिड और आस्क के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड बोलते हैं, और स्पॉट और फॉरवर्ड के बीच का जो डिफरेंस है उसको स्वैप बोलते हैं। स्वैप पॉइंट्स में अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो ऐड करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो डिडक्ट करेंगे। अमेरिकन और यूरोपियन कोड भी हमने देखा, क्रॉस रेट भी हमने ये चीज़ देखी, ये आइडिया आ गया। अब जो पार्ट है वो देखो सीक्वेंस में ही
प्रीमियम और डिस्काउंट निकालना कि कोई भी करेंसी प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है, इसी का दूसरा नाम है सर एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। प्रीमियम पे होना यानी कि एप्रिशिएट होना, और डिस्काउंट पे होना यानी कि डेप्रिशिएट होना। ठीक है, अब आप मेरे को, मैं जितना कह रहा हूँ सिर्फ उस चीज़ों पे ध्यान दो। लेट से रुपीस पर डॉलर का रेट दिया हुआ है आज का 50 रुपये, और फॉरवर्ड रेट आज से ठीक 3 महीने बाद का दिया हुआ है 55 रुपीज़। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि रुपीज़ जो है वो ज़्यादा देना पड़ रहा है $1 के लिए आगे जाके। अब आप ये बताओ कि यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, रुपीज़ एप्रिशिएट हुआ कि डेप्रिशिएट हुआ? देखो यहाँ पे एप्रिशिएट कौन हुआ, वो है डॉलर, यानी कि डॉलर इज़ एट अ प्रीमियम बोलो या एप्रिशिएट बोलो। ठीक है, मैं ठीक से लिख देता हूँ, थोड़ा धीरे पढ़ाऊँगा ये वाला कॉन्सेप्ट और अगला वाला भी टाइम लगेगा, पर काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो क्योंकि पहले $1 खरीदने के लिए 50 रुपये लग रहे थे, अब वही $1 खरीदने के लिए 55 रुपीज़ लग रहे, तो हो गया ना डॉलर महंगा। बिस्किट का पैकेट 5 था, अब 7 हो गया, तो बिस्किट का पैकेट तो एक ही है पर वही तो महंगा हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या है, रुपये की वैल्यू गिर गई। पहले 50 रुपये दे के ही डॉलर आ जाता था, आज 55 देना पड़ता है, ज़्यादा देना पड़ता है। सो रुपी इज़ एट डिस्काउंट, पहला तो ये क्लियर हो गया, या फिर डेप्रीशिएशन ले लो। ठीक है ये पार्ट हटा देता हूँ। तो एक चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई, वर्डिंग्स थोड़ा सा ध्यान दे दो। प्रीमियम पे होना यानी एप्रिशिएशन यानी कि स्ट्रांग होना कोई करेंसी, और डिस्काउंट पे होना यानी डेप्रिशिएशन यानी कि कोई करेंसी वीक होना। ठीक है, ये तो आप बहुत क्लियर समझ गए अब। तो यहाँ पे वीक कौन हो रहा है, रुपी, और स्ट्रांग कौन हो रहा है, डॉलर। तो जो स्ट्रांग हुआ कितने रुपए से स्ट्रांग हुआ सर, ये डॉलर एट प्रीमियम हो गया, रुपी एट डिस्काउंट हो गया। ठीक है, अब एक और चीज़ ले लो कि लेट्स से कि फॉरवर्ड रेट जो है आपका वो 48 हो जाता है। इसका मतलब आज $1 खरीदने के लिए 50 रुपये लग रहे थे, 3 महीने बाद सिर्फ वही $1 48 में ही आ गया, यानी कि डॉलर सस्ता हो गया। डॉलर सस्ता हुआ तो डॉलर डिस्काउंट पे आ गया, और रुपी एप्रिशिएट हुआ, प्रीमियम पे आ गया। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अगर फॉरवर्ड रेट आपका 48 हो जाता है तो डॉलर को डिस्काउंट पे है कहा जाएगा और रुपी को प्रीमियम कहा जाएगा। ठीक है, पहले रुपी डिस्काउंट पे था जब 55 हो रहा था। ठीक है, अब यही जो प्रीमियम है, अब मैं सिर्फ डॉलर की बात करता हूँ, यानी कि ये बेस करेंसी की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। यही जो प्रीमियम है, क्या हम इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, प्रीमियम यानी कि बड़ा है, 5 रुपये से बड़ा है 50 से। जब 55 हुआ तो 5 रुपये डिवाइडेड बाई 50 जब करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भैया 10% आता है वो। सो डॉलर 10% से अप्रिशिएट हुआ, कितना आसान है, डॉलर इज एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, खत्म। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं हम कि ये 5 कैसे निकाला, 55 में से हमने 50 माइनस करा, सो दैट गोज टू फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट, दैट इज 55 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 50, तो आपका ये 10% आ गया। पर ध्यान दो, ये 10% जो है ये सिर्फ 3 महीने का है। अगर आपको प्रीमियम पर एनम दिया रहा या निकालना रहा तो आप क्या करोगे, इसको 3 महीने से डिवाइड करोगे और 1 महीने पे लाओगे, मल्टीप्लाई करोगे 12 महीने से। सो अगेन द फॉर्मूला विल बी रिवाइज लाइक दिस, f माइनस एस बाय एस, ठीक है, इंटू 12 बाय एन कर दोगे। जैसे ही आप डिवाइडेड बाय एन करते हो वो 1 महीने में कन्वर्ट हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करते ही 12 महीने में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। किस चीज़ का, ध्यान देना सर, ये है फॉर्मूला प्रीमियम या डिस्काउंट निकालने का। अभी तो खैर प्रीमियम में था, पर कौन सी करेंसी में सर, बेस करेंसी में। चलो ठीक है, कौन सी करेंसी थी हमारे केस में बेस करेंसी, डॉलर। तो डॉलर 10% से बढ़ा, ये तो आपको समझ में आ गया। मेरा अगला सवाल सुनो, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि डॉलर 10% से बढ़ा तो रुपी भी 10% से गिरा होगा? नहीं सर, बिल्कुल गलत है। अब यहीं पे आपको समझना है, जितने से कोई चीज़ बढ़ रही है उतने से ही दूसरी चीज़ गिरना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन करने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप रुपी में निकालना चाह रहे हैं डिस्काउंट, तो पहले इस टर्म को रुपी में कन्वर्ट करो, यानी इनडायरेक्ट कर लो, रुपी को बेस बनाओ यहाँ पे।
ठीक है, बाद में एक और तरीका बताऊंगा जहाँ पे ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले रूपी को बेस बनाते हैं। कैसे बनाओगे? 50 को 1/50 कर लेंगे, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करके हम बेस बदल सकते हैं, ये हमने सीखा अभी तक। सो इसको 1/50 कर लो, इसको 1/55 कर लो, देखो क्या आता है। जैसे ही 1/50 करोगे तो ये 0.02 आ गया, दिस इज नथिंग बट डॉलर पर रूपी। अब रूपी बेस बन गया मेरा। दूसरा फॉरवर्ड को भी 1/55 करो, है ना, ये भी बन गया डॉलर पर रूपी। अब रूपी बेस बन गया। अब देखो, पहले 1 रुपये आता था $0.02 में, अब वही 1 रुपये आता है $0.01818 में, यानी कि कम डॉलर देने पड़ रहे हैं उसी 1 रुपये को खरीदने के लिए, तो रुपए हो गया सस्ता। बहुत क्लियर है, वैल्यू गिर गई, दिख रहा है हमको 0.02 से 0.01818 गिरी। तो हमने जानबूझ के इन्वर्स लिया ताकि हम गिरा हुआ लिटरली दिखा सके। कितना गिरा सर? बहुत सिंपल है, F-S, वही फॉर्मूला लगाओ, डिवाइडेड बाय S, है ना, F-S डिवाइडेड बाय S करेंगे तो ये रहा F-S डिवाइडेड बाय S। जैसे ही आप करोगे तो सबसे पहले आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि हमें गिरा हुआ दिखाना है। 0.01818 माइनस 0.02, और कहाँ से गिरा? 0.02 से गिरा ना। तो आंसर देखो क्या आता है, 9.09%। माइनस में आया यानी कि डिस्काउंट पे है, प्लस में आया यानी कि प्रीमियम पे है। तो जिस टाइम पे डॉलर 10% से बढ़ रहा है उसी टाइम पे रुपए 9.09% से गिर रहा है। ये तो हो गया प्रूफ। दूसरा, अब आप इसको लिटरली लेके चलो, अगर बढ़ाना है तो 50 रुपए से बढ़ेगा, गिराना है तो सर 55 रुपए से गिरेगा। ऐसा मानोगे तो आपको इन्वर्स करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉलर में प्रीमियम निकाला, जो फॉर्मूला इस्तेमाल करा वही फॉर्मूला इस्तेमाल करके मैंने रुपी में भी डिस्काउंट निकाला। पर अगर आप फॉर्मूला थोड़ा सा बदल दो तो ये डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है सर? आपको बेस बदल दो सिर्फ, और ये S इधर आ जाएगा ताकि निगेटिव आंसर आए हमारा, है ना। सो 50 माइनस 55 करोगे, 5 रुपये तो ऊपर लेना ही है, डिवाइडेड बाय आप स्पॉट ना करते हुए फॉरवर्ड करो। स्पॉट कर रहे थे प्रीमियम या बेस करेंसी में निकालने के लिए। सो फॉर्मूला देखो अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, F-S/S था, वो कर लो S-F/F। बहुत सिंपल है सर, ऊपर में बस आगे पीछे सरका दिया और नीचे में बेस बदल दिया। और बेस बदलने का लॉजिक बहुत सिंपल है, मुझे क्या डिस्काउंट निकालना था, डिस्काउंट निकालना था तो मैंने क्या 55 रुपये से गिरा ना, गिरा कहाँ से? ऊपर हायर वैल्यू से गिरा, तो मैंने वो ले लिया। 9.09% नेगेटिव, एग्जैक्ट वही आंसर आता है। इसका लॉजिक सर आपको यहीं पे मिलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब करते हो तब, ठीक है। तो अब मैं समराइज करता हूँ सर, ठीक है, कि मुझे अगर बेस करेंसी है कोई भी हो, वो रुपी हो डॉलर हो, उसमें निकालना है तो मैं ये फॉर्मूला ले लूँगा। इससे आंसर अगर पॉजिटिव आया तो मैं बोलूँगा वो बेस करेंसी प्रीमियम पे है, नहीं निगेटिव आया तो बोलूँगा वो बेस करेंसी डिस्काउंट पे है। और मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है ना। अगर मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ तो इसका मतलब मैं प्रीमियम या डिस्काउंट निकाल रहा हूँ प्राइस करेंसी में, ठीक है। अब मैं समराइज कर देता हूँ, ध्यान देना क्या होता है। आपको जब प्रीमियम या डिस्काउंट निकालने के लिए कोई भी सवाल पूछे, ठीक है, आप सिंपल सा एक चीज़ करो, पहले तो ये बताओ कि भैया प्रीमियम या डिस्काउंट आपको बेस करेंसी में निकालना है या प्राइस करेंसी में निकालना है। सो अगर वो बोलते हैं डॉलर तो वो थी बेस करेंसी, वो बोलते हैं रुपी तो वो थी प्राइस करेंसी। सबसे पहले मैं डॉलर की बात करता हूँ। बेस करेंसी में निकालना है, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट बाय स्पॉट का फॉर्मूला अपनाओ, कहानी ख़त्म, ठीक है। ये फॉर्मूला अपनाओ, आपका आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो करेंसी यानी कि डॉलर प्रीमियम में है, जैसे कि हमारा 10% आया था। पर हो सकता है डॉलर भी कभी डिस्काउंट पे हो, बेस करेंसी। तो आंसर अगर नेगेटिव आया तो वो है डिस्काउंट पे, बेस करेंसी। क्या है सर? ध्यान देना, बेस करेंसी। अब ये समराइज है, ठीक है। अगर आपको प्राइस करेंसी में निकालना है तो एक चीज़ करो, पहले तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके उसे बेस करेंसी बना दो। अब प्राइस करेंसी क्या बन गई? बेस करेंसी, और यही फॉर्मूला लगा दो। पर ये सब नहीं करना तो मैं आपको फिर दूसरा तरीका बताता हूँ प्रीमियम और डिस्काउंट निकालने का। बेस करेंसी का फॉर्मूला F-S, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट बाय स्पॉट, और प्राइस करेंसी का स्पॉट माइनस फॉरवर्ड बाय फॉरवर्ड। बेस में चेंज आ गया, नीचे यहाँ S था वहाँ F ले लिया,
एफ माइनस एस था तो एस माइनस एफ कर दिया। दोनों से ध्यान देना, ये दोनों फॉर्मूले से आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो करेंसी जिसमें आप निकाल रहे हो, या तो वो प्राइस हो या तो बेस हो, वो प्रीमियम पे है। अगर आंसर निगेटिव आ रहा है तो जो भी करेंसी में निकाल रहे हो वो डिस्काउंट पे है, ये आंसर बनेगा। मेरे लिए तो ये बहुत आसान है सर, इसमें जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं करना पड़ता ना तो काफ़ी आसान हो जाता है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब नहीं करना पड़ता तो काफ़ी आसान हो जाता है। ये कैलकुलेशन आपको समझ गया, ठीक है। अब मैं दूसरी एक थ्योरी की बात करता हूँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा टाइम जाएगा। मैं फॉर्मूला पे आ जाता हूँ। देखो, प्रीमियम और डिस्काउंट जब हमें निकालना है बेस करेंसी में, अगर निकालना है तो हमारा ये फॉर्मूला है, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट बाय स्पॉट। और अगर वो काउंटर यानी कि प्राइस करेंसी में निकालना है तो एस माइनस एफ बाय एफ। ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। आंसर पॉजिटिव आया तो वो प्रीमियम है, निगेटिव आया तो वो डिस्काउंट है। बहुत क्लियर, इसलिए ब्रैकेट में इस्तेमाल करा है डिस्काउंट को। तो यहाँ तक तो आपकी क्लैरिटी आ गई। अब बात करते हैं सर एक थ्योरी की, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक लेके आना है तो आप ब्रेक ले लो लगे तो, पर माइंड फ्रेश रखना। आप वापस से एक ही साथ दूसरा कॉन्सेप्ट भी मैं चालू कर रहा हूँ क्योंकि अगला क्वेश्चन हमारा उसी बेसिस पे है, इसलिए दोनों कॉन्सेप्ट आपको बताना ज़रूरी है। सो ध्यान देना सर, दो कंट्री लेते हैं, एक अमेरिका लेते हैं, एक इंडिया लेते हैं, ठीक है। बाकी सब फिगर्स पे ध्यान मत दो, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। अब रिवीजन वीडियो तो एक एक लिखने का टाइम नहीं है, इसलिए पहले से रेडी रखना पड़ता है। मान लो आज का स्पॉट रेट है रुपीज़ पर डॉलर का 50 रुपये, ठीक है। 50 रुपये में आज आप $1 खरीद सकते हो। आप इंडिया में बैठे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इंडिया का इन्वेस्टमेंट का रेट चल रहा है 12%। अगर आप इंडिया में पैसे लगाते हो तो 12% से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में। और अगर अमेरिका में जाके इन्वेस्टमेंट करते हो तो डॉलर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले डॉलर खरीदो, फिर अमेरिका जाओ, फिर 8% पे आपको डॉलर इन्वेस्ट करने मिल जाएगा। 8% प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा है, अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो इतना नहीं होता, बट ठीक है, लेके चलो, एग्जाम्पल ले रहे हैं समझने के लिए, कॉन्सेप्ट ज़्यादा मायने रख रहे हैं। अभी के लिए मान के चलो फॉरवर्ड रेट है आपका 50 रुपये, यानी कि स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट में मैंने कोई डिफरेंस नहीं रखा। आज जो डॉलर का रेट चल रहा है वही मान लो 1 साल बाद का है। ड्यूरेशन हम ले रहे हैं सिंपल रखने के लिए, कैलकुलेशन 1 साल का ले लिया सर, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, सिर्फ अगर हम इतना देखें, है ना, सिर्फ अगर हम इतना देखें तो आप बताओ इन्वेस्टमेंट कहाँ करोगे? आपको क्या लगता है कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखो, मेरे को तो लग रहा है, देखो इंडिया में रेट 12% का चल रहा है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है ना। इंडिया में रेट 12% का चल रहा है, ज़्यादा रेट है ना। स्पॉट और फॉरवर्ड के करेंसी के रेट तो सेम ही है। आज कंपेयर टू अमेरिका, इंडिया का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो इंडिया वाले तो इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, अमेरिका वाले भी इंडिया जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे, अमेरिका वाले भी इंडिया जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो थोड़ा अमेरिका के एंगल से देखते हैं। तो अमेरिका वाला क्या करेगा बंदा, अपनी कंट्री से बोरो करेगा। क्यों? क्योंकि उससे रेट सस्ता दिखा, है ना। और स्पॉट फॉरवर्ड में तो मैंने कोई चेंज लिया ही नहीं है। उसे अमेरिका में सस्ता दिखा तो उसने बोरो करा। ध्यान देना, $100 बोरो करे, उसके बाद उसने कन्वर्ट कर लिया स्पॉट पे, तो $100 दे के 50 के भाव से उसको कितने पैसे मिले? 5,000 रुपये मिले, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या करा, इन्वेस्ट कर दिया इंडिया में। 5,000 रुपये उसने इन्वेस्ट कर दिया इंडिया में, ठीक है सर, कर दिया तो कर दिया। अब ध्यान देना, उसके बाद उसने क्या करा, फॉरवर्ड बाय कर लिया। बाय क्यों करा ये भी मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। 5,000 रुपये जब उसको 1 साल बाद में इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेंगे तो उसको आज ही पता है कि ये रुपए मेरे कोई काम के नहीं। 1 साल बाद इंडिया में या फिर हमारी कंट्री में मैं ये रुपए दे के डॉलर खरीदना चाहूँगा, है ना, डॉलर खरीदना चाहूँगा जो कि बेस करेंसी है ना। इसलिए मैंने क्या करा, फॉरवर्ड बाय कर लिया। क्यों सर? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे जाके फ्यूचर में अगर स्पॉट रेट फेवरेबल नहीं रहे तो मैंने आज ही क्या रेट पे डॉलर खरीदूंगा ये डिसाइड कर लिया। कितने डॉलर है ये भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 5,000 आप 12% पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा आगे देखना, आप जब इन्वेस्टमेंट का आपको प्रोसीड मिलेगा तो ये आपको पहले से ही पता था कि 1 साल बाद आपको 5,600 रुपये मिलेंगे 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से। 12 इंटू 5,000 करके देखो 12% पे। आपने क्या करा, इन्वेस्टमेंट ले लिया, ये प्रोसीड्स 5,600 का, और आपको मालूम था कि इसके बदले में आप डॉलर खरीदोगे, तो 5,600 दे दो,
बैंक को, और इसके बदले आप डॉलर ले लो। कौन से रेट पे लोगे? जो रेट पे 1 साल पहले ही आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, वो था फॉरवर्ड का रेट सर, हमने लिया 50 रुपये, सेम, ठीक है। सो 5,600, ध्यान देना, ये 5,600 डिवाइडेड बाई 50 है ना, आपको कितने डॉलर मिलेंगे 5,600 रुपये देके? $112, ये 108 अभी के लिए छोड़ दो। सो $112 आपको मिलेंगे, मिल गए। अब क्या सर, ध्यान देना, आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसीड जो था, जो भी टाइम जीरो पे करा है, उसे सब अब क्लोज करते जाओ। फॉरवर्ड बाय के तहत बाय करना था, कर लिया। इन्वेस्टमेंट जो आपको पैसा इंटरेस्ट के साथ मिलना था, मिल गया, ठीक है। ये वाली कोई ओपन पोजीशन तो थी नहीं, कन्वर्ट करा था तो वापस मिल गए थे। ये पोजीशन अभी भी ओपन है कि आपने $100 बोरो करे थे 8% से, तो इंटरेस्ट के साथ आपको रीपे करने हैं। तो कितना हो जाएगा सर? रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग आएगा $108। यस सर, आ गया। तो जो आपको $112 मिले, उसमें से $108 आप पे कर दो, तो आपको गेन कितना मिलेगा? $4 का। कहानी ख़त्म। अब क्या होगा, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा। अब मेरी बात समझो, इस सब खेल में क्या हुआ? वॉट इट हैज़ रिजल्टेड इनटू? इट हैज़ रिजल्टेड इनटू राइज इन डिमांड ऑफ डॉलर। सर, डॉलर की डिमांड कैसे बढ़ गई ये बताओ। बहुत सिंपल है सर, आपने $100, यहाँ पे ध्यान देना, फॉरवर्ड मार्केट में आप हर कोई जो यहाँ पे बाय कर रहा है आगे जाके, वो है डॉलर। डॉलर बाय करने की डिमांड बढ़ गई। अल्टीमेटली वो $4 घर लेके जा रहा ना, ये एक जो घर लेके जाया आया कहाँ से? मार्केट से एक्स्ट्रा देना पड़ा। सो डॉलर की सर डिमांड बढ़ जाएगी और डॉलर एप्रिशिएट होना चालू करेगा। डॉलर एप्रिशिएट होगा, इसका मतलब पता है, ये जो फॉरवर्ड रेट है ना आपका, ये बढ़ता जाएगा 51, 52, 53, कहीं तो ये बढ़ना चालू करेगा, ठीक है। ये एक चीज़ समझ में आ गई आपको? यहाँ की कहानी, इंडिया वाले तो इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, यूएस वाले भी इंडिया में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो आप समझ रहे हो। तो अब हम थोड़ी सी सिचुएशन बदलते हैं कि क्या करेंगे, ध्यान देना। अब हम एक काम करते हैं, फॉरवर्ड रेट लेते हैं ₹पर 54। अब देखो 54 लेने से क्या होता है, अगर आप नोटिस करोगे, जैसे ही रेट अगर फॉरवर्ड का, ध्यान देना, इसी पॉइंट पे 0 पॉइंट पे मुझे पता है कि रेट 54 है, तो यूएस वाले इंडिया में जाके इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब वो 5,000 रुपये 5,600 बन जाएंगे और वो 54 रुपीज़ पे उसको बेचेंगे, मतलब डॉलर लेंगे, तो वो आता है सर $103 70 पैसा, 70 सेंट, 103.70 सेंट उनको मिलेंगे, सॉरी, और 108 उनको देना पड़ेगा। तो यहाँ तो उनका नुकसान क्लियर समझ आ रहा है। तो यूएस वाले क्या करेंगे? ठहर जाएंगे, वो अपने कंट्री में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान देना, इंडिया वाले क्या करेंगे? इंडिया वाले दूसरी कंट्री में यानी यूएस में जाके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब वहाँ अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई। ध्यान देना कैसे, अगर आपका ₹पर का फॉरवर्ड रेट 54 हो गया, इसका मतलब डॉलर आप ज़्यादा रेट पे बेच सकते हो, 50 पे आज खरीद के 54 पे बेच सकते हो। एक ये बेसिक अपॉर्चुनिटी दिखती है, ठीक है। T0 पे क्या होगा, आप अपनी कंट्री में अब 5,000 रुपये बोरो करो, उसको कन्वर्ट करो स्पॉट पे। 5,000 रुपये दे के आपको कितना डॉलर मिलेंगे? 50 के भाव से $100 मिलेंगे, उसको इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। और आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि आप 1 साल बाद आके डॉलर को बेच दोगे मार्केट में। कहाँ से लाओगे डॉलर? इंटरेस्ट के साथ अमेरिका से डॉलर लेके आएंगे सर और बेचेंगे। इसलिए आज फॉरवर्ड सेल ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये लो, यहाँ दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब 1 साल बाद क्या होगा, जो आपने इन्वेस्ट करा था $100, वो 8% से करा था, क्योंकि अमेरिका में रेट 8% है। तो $108 आपको मिल गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत। वो $108 दे के 108 इंटू 54 रुपीज़ आप ले लोगे, क्योंकि यही रेट था। तो आपको कितने पैसे मिले? 5,832 रुपये मिल गए। और आपको इन लो बोरोविंग का कितना चुकाना पड़ा? 12%, 5,000 पे, दैट इज़ 5,600। तो नेट में आपको गेन हो गया। यहाँ रुपीज़ की डिमांड बढ़ेगी। रुपीज़ की डिमांड यहाँ क्लियर, जो फर्स्ट एक्शन है उससे समझ में आता है कि हर कोई बोरो करना चाह रहा है, रुपीज़ मांग रहा है मार्केट से। अल्टीमेटली रुपीज़ ही तो घर लेके जा रहा है, तो डिमांड रुपीज़ की बढ़ेगी, तो डॉलर की गिरेगी, डॉलर डेप्रिशिएट होना शुरू कर देगा। अब पूरी कहानी समझाता हूँ सर, ठीक है। देखो, रेट फॉरवर्ड के क्या रहते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है कि डेप्रिशिएट हो रहा है।
ये सारी कहानी यहाँ पे हमें निकालनी है। अब पॉइंट आता है कि सर ऐसा कौन सा टाइम है या सिचुएशन है कि डिमांड जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा आपका डिमांड का, यानी कि ना अमेरिका वाले अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इंडिया नहीं आ रहे, इंडिया वाले भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अमेरिका नहीं आ रहे, दोनों अपने अपने देश में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि दोनों को एक दूसरे के देश में जाना अब कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है ना। जब एक दूसरे के देश में जाना फ़ायदा नहीं देगा तभी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। सो सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर आपको आज का 12% का रेट दिया हुआ है इंडिया का, अमेरिका का 8% रेट दिया है, स्पॉट रेट भी दिया है, तो ऐसा कौन सा फॉरवर्ड रेट होना चाहिए जहाँ पे मेरी इक्विलिब्रियम अचीव होती है, यानी कि मैं इधर उधर करके कहीं से भी गेन हासिल ना कर सकूँ। ये गेन आ रहा है ना नीचे में, एक तरह से मैं बोलूँ तो आर्बिट्राज गेन ही हुआ है, इधर से उधर से बोरो करके सस्ता अपने कंट्री से लेके महंगा दूसरे कंट्री में डाल दे रहे हो तो आपको गेन बच रहा है। तो ये आर्बिट्राज गेन ना हो, इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हो, ऐसा फॉरवर्ड रेट क्या होना चाहिए। लेट्स से दिस इज एक्स। सर ये फॉरवर्ड रेट कितना होना चाहिए मालूम है, मैं इस वाले एग्जांपल में बताता हूँ। ये जो फॉरवर्ड रेट आपका एक्स आया ये इतना होना चाहिए कि 5,600 रुपये उस एक्स पे कन्वर्ट करने के बाद एग्जैक्ट $108 आए, क्योंकि इतना ही चुकाना है। तो ये रख लो यहाँ पे और अब निकाल लो x कितना होगा। 5,600 डिवाइडेड बाय 108 करोगे तो आपको x यानी कि फॉरवर्ड रेट निकल जाएगा। ध्यान देना, ये 5,600 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 108 आना चाहिए, क्योंकि इतना डॉलर मिलेगा और उतना ही चुकाना पड़ेगा तो आपका बचेगा क्या, ज़ीरो, यानी कि वो आ गई इक्विलिब्रियम पॉइंट। गेटिंग इट? चलो ठीक है सर। तो वो कितना आ रहा है अमाउंट, x की वैल्यू आ रही है 51.85, देख रहे हो 51.85। दिस प्राइस शुड गो अप टू 51.85। इंडिया के केस में जब 54 रुपीज़ पर डॉलर था तब रूपी की डिमांड बढ़ रही थी, डॉलर डेप्रिशिएट होना शुरू हो गया था। डिस्काउंट, रूपी स्ट्रांग है तो डॉलर वीक हो गया, डॉलर का वीक होना यानी कि डेप्रिशिएट होना। ये 54 रुपीज़ धीरे धीरे गिरते जाएंगे, 50 रुपये धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों थम जाएंगे, वो है 51.85। ये रहा, ध्यान देना सर। अगर 50 रही मार्केट में प्राइस, अगर 50 रही फॉरवर्ड रेट की प्राइस तो डॉलर अप्रिशिएट होना शुरू होगा, अगर 54 रही तो वो डेप्रिशिएट होना शुरू होगा। यहाँ पे आके डिमांड थमेगी, इसको बोलते हैं स्टेबलाइज होना डिमांड का, या इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव होना। ठीक है, ये 51.85 और कुछ नहीं है, जो दो कंट्री के इंटरेस्ट रेट है उन दोनों के बीच का अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस है। देख लो 12 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना आता है, 4%। इसी का अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस है ये और ये 51.85 माइनस 50 यानी कि 1.85 डिवाइडेड बाई 50 करके देखो, आपका आंसर आएगा समथिंग 3.70%। ये आ रहा था 4%, तो ये अप्रॉक्सीमेटली मैच करता है। आगे और मैं बताता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। सो ये 51.85 निकाला कैसे सर? हमें हमेशा थोड़ी दिया हुआ रहेगा कि कितना इंटरेस्ट है क्या नहीं है। बहुत सिंपल है, आपको ये सारी फिगर्स देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको ये पता है कि 12 और 8% के बीच का डिफरेंस कितना है तो आप फॉरवर्ड रेट निकाल सकते हो। सिंपल है, 1.12 डिवाइडेड बाय 1.08 करने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कितना अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट होना चाहिए। देखो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी सेज दैट 1 प्लस रेट ऑफ डोमेस्टिक कंट्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ फॉरेन कंट्री इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एस। फॉरवर्ड रेट आपको निकालना है, बाकी सब कुछ रख दो। ये देखो 1.12 डिवाइडेड बाय 1.08 इज इक्वल टू एफ बाई 50 रखा आपने, 50 इज द स्पॉट रेट। पर ध्यान देना सर, ये डायरेक्ट कोट में यूज़ होगा फॉर्मूला। अब आप देखोगे 1.12 डिवाइडेड बाय 1.08 जैसे ही करा आपने, आपका आंसर आता है 1.037, यानी कि ये जो 0.037 है ना, इतने से अप्रिशिएट होना बनता है डॉलर का। ये अगर डेप्रीशिएशन का आंसर आता तो वो 0 पॉइंट समथिंग आ जाता सर, 0.97 बोल लो, तो वो 3% बैलेंस जो बचा उतने से डेप्रीशिएट हो रहा है।
97% ही वैल्यू बचाओ, बाकी सब डेप्रीशिएट कर दो, ऐसा होता है। सो 50 जब 1.037 से मल्टीप्लाई होगा एक तरह से 1 तो वो प्रिंसिपल वैल्यू है 50 और 3.7% उसमें और ऐड हो रहा है, तो ये रहा 51.85। ये है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। सो इफ IRPT होल्ड ट्रू, इफ IRPT होल्ड्स ट्रू, दैट मीन्स कोई भी बंदा अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करके आर्बिट्राज का गेन हासिल नहीं कर सकता। दिस इज द थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट सर। थ्योरेटिकली इतनी रेट रहने पे कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं होता, पर अगर ध्यान देना मेरी बात पे कि अगर थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट ये नहीं है तो कुछ ना कुछ आर्बिट्राज ट्रांजैक्शंस पॉसिबल है, ठीक है, वो आगे देखेंगे हम। अब मैं आपको बहुत क्लियर समझाता हूँ कि देखो आपका रेट का जो डिफरेंस था 12 और 8 का, वो था 4% का। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल 4% का आया, और आपका फॉरवर्ड और स्पॉट का थ्योरेटिकल जो रेट था F माइनस एस बाय एस, दैट इज 51.85 माइनस 50/50, दैट इज 3.70%। इसी को बोलते हैं सर, ध्यान देना, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, है ना। फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट विल बी, फॉरवर्ड प्रीमियम ऑन डिस्काउंट ऑन द बेस करेंसी is approximately equal to the interest rate differential। अगर इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी सही साबित होती है तो करेंसी के बीच जो प्रीमियम या डिस्काउंट आ रहा है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, अप्रॉक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, सॉरी माई आई वॉज रॉन्ग ऑन दैट। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका ये मैच करना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा समरी ध्यान देना, अगर आपका कोटेशन डायरेक्ट है तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे 1+RD/RF। आपके डोमेस्टिक कंट्री का रेट आप ऊपर रखोगे और डायरेक्ट है तो फॉरेन कंट्री का नीचे F/S। अगर कोड को आप इनडायरेक्ट कर देते हो तो इसको जब रिवर्स कर रहे हो तो एटलीस्ट इसकी एक साइड कोई भी रिवर्स कर दो, या तो RF ऊपर ले लो या तो उधर में S ऊपर ले लो, तो आंसर आपका सेम आता है। सीधी सी बात है। ये देखो ये RF यहाँ पे ऊपर चला गया, पूरा ऊपर नहीं करना, उधर का भी FS का भी ऊपर कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। या तो RF ऊपर ले लो या तो S ऊपर ले लो। तो हमने यहाँ पे RF ले लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो S ऊपर लिया है, डोमेस्टिक कंट्री और फॉरेन कंट्री नीचे रखा, ये आपका आंसर सेम आएगा। सो हम समराइज करते हैं कुछ कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान देने की है। अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, हाई इंटरेस्ट रेट इन वन कंट्री विल रिजल्ट इन डेप्रिशिएशन इन द करेंसी ऑफ दैट कंट्री। अब आप थोड़ा ध्यान देना क्या हुआ, मैंने इस बारे में बात नहीं करी इसलिए वापस से जा रहा हूँ। जब रुपी पर डॉलर 50 था और फॉरवर्ड रेट थ्योरेटिकल 51.85 हुआ, तो आप बताओ कौन सी करेंसी प्रीमियम पे हुई और कौन सी करेंसी डिस्काउंट पे हुई। मैं बोल सकता हूँ कि रुपी मेरा डेप्रिशिएट हो गया, पहले $1 के लिए 50 रुपीज़ देने पड़ रहे थे, अब 51.85 देना पड़ता है, और डॉलर मेरा अप्रिशिएट हो गया। ये ऐसा ही होगा सर अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। ध्यान देना, जिस कंट्री की करेंसी या जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट कम होंगे, 12 से 8 कम है ना, जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट कम होंगे उस कंट्री की करेंसी अप्रिशिएट करेगी। बिकॉज इंटरेस्ट रेट में नुकसान अगर यूएस को है तो कम से कम करेंसी में उसको अप्रिशिएशन मिले, फ़ायदा मिले, तब जाके ऑफसेट होता है यहाँ का फ़ायदा वहाँ के नुकसान के साथ। वैसे ही इंटरेस्ट रेट में फ़ायदा अगर इंडिया को है तो इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट होगी, ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट तो। सो वापस से बोल रहा हूँ, हाई इंटरेस्ट रेट इन वन करेंसी, वन कंट्री विल रिजल्ट इनटू डेप्रिशिएशन इन द करेंसी ऑफ दैट कंट्री। इंडिया की करेंसी कौन सी, रुपी, दैट विल डेप्रिशिएट। दूसरा साइड, लोअर इंटरेस्ट रेट इन वन कंट्री विल रिजल्ट इनटू एप्रिशिएशन इन द करेंसी ऑफ दैट कंट्री अकॉर्डिंग टू IRPT, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट इन अ करेंसी। आप नहीं निकालते F-S/S करके, जो अभी अभी आपने सीखा इस कॉन्सेप्ट के पहले, ये जो आ रहा है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट। एग्जैक्टली नहीं, सॉरी मेरा बोलना गलत हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। चलो ठीक है, ये हो गया। अब इन दो कॉन्सेप्ट के साथ में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है सर, इस पे किस तरह से आप आर्बिट्राज इस्तेमाल कर सकते हो वो आगे हम देखेंगे। पहले सिर्फ 2 क्वेश्चन, सिंपल से 1-2 क्वेश्चन।
अच्छा, समरी में आपको क्या याद रखना है, इतना तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया आधा घंटा लेके, पर आपको समरी में क्या याद रखना है, एक तो ये प्रीमियम और डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। अगर आपको एक्सचेंज रेट डायरेक्ट कोट में दिया है तो ये फॉर्मूला अपनाओ जहाँ पे डोमेस्टिक कंट्री का रेट आप ऊपर रख रहे हो, फॉरेन कंट्री का नीचे रख रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट में। और एफ बाय एस नहीं तो आप ये फॉरेन कंट्री का रेट जो है इनडायरेक्ट अगर कोड जाता है तो आर एफ को ऊपर भेज दो, आर डी को नीचे भेज दो, अगर वो नहीं तो एस और एफ भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब ये हो गया इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, इंटरेस्ट रेट के भरोसे। अब दोनों कंट्री के इन्फ्लेशन के जो रेट होते हैं उस पे जो थ्योरी बेस्ड है उसको बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी। बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है, परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी का भी फॉर्मूला सेम है, बस इंटरेस्ट रेट की जगह इन्फ्लेशन रेट आ जाता है 1+ID, यानी कि डोमेस्टिक कंट्री का इन्फ्लेशन डिवाइडेड बाय फॉरेन कंट्री का इन्फ्लेशन। सेम अगर वो डायरेक्ट कोट है तो, इनडायरेक्ट है तो फॉरेन कंट्री का इन्फ्लेशन ऊपर आ जाएगा। ये हमने अभी सीखा, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे सर। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान देना। देखो सर, अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 6, ABC लिमिटेड एक यूके की कंपनी है, उसने एक्सपोर्ट्स करे गुड कनाडा में। सो मेरी कंट्री हो गई यूके, दूसरी कंट्री हो गई कनाडा, और ये पैसे मुझे 6 महीने बाद आने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपकी टाइमलाइन है, मैं आपको समराइज़ भी कर दूंगा। आपको ठीक 6 महीने बाद कैनेडियन डॉलर आएगा सर, CAD कितना, 5 लाख आ रहा है। हाँ, आपको 5 लाख आएगा, ठीक है। आज का जो कैनेडियन डॉलर का रेट दिया हुआ है, कैनेडियन डॉलर पर पाउंड दिया हुआ है, वो है 2.5। अब ध्यान देना सर, मेरी कंट्री कौन सी है, यूके, मेरी करेंसी कौन सी है, पाउंड, और वो ही यहाँ पे बेस करेंसी है। जनरली ऐसा होता नहीं है, ये होगा, इसका मतलब ये जो कोट दिया है ये इनडायरेक्ट कोट है सर, पहले तो ये ध्यान रखना, ठीक है। कैनेडियन डॉलर इज़ योर प्राइस करेंसी इन दिस केस, जो आपकी फॉरेन करेंसी, आप तो यूके से हो। चलो ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे हो गया ख़त्म, मतलब यहाँ इतना पार्ट हो गया ख़त्म। अब थोड़ा ध्यान देंगे, आगे आपको स्पॉट रेट दिया हुआ है और दोनों कंट्री के इंटरेस्ट रेट दिए हुए हैं। इंटरेस्ट रेट देख के आपको क्या लगता है, कौन सी कंट्री की करेंसी फॉरवर्ड मार्केट में अप्रिशिएट होनी चाहिए? जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट कम है उसकी करेंसी अप्रिशिएट होनी चाहिए, बस ये सिस्टम। सो यूके की करेंसी जो है, पाउंड जो है, ये अप्रिशिएट होगी, ये क्लियर हो गया। अब आगे क्वेश्चन में लिखा है द फॉरवर्ड रेट, यानी आज से ठीक 6 महीने बाद के कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आज ही दिए गए रेट ट्रूली रिफ्लेक्ट्स द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, इसका मतलब क्या पता है, IRPT की थ्योरी जो है, इट होल्ड्स ट्रू, यानी जो IRPT के हिसाब से फॉरवर्ड रेट आना चाहिए वही मार्केट में है, तो आप IRPT की थ्योरी लगा दो। चलो ठीक है, हम इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी लगा के फॉरवर्ड रेट निकालते हैं। मेरा फॉर्मूला सर ध्यान देना, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी बोलती है कि डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट अगर है तो फॉर्मूला थोड़ा सा बदलता है। इस केस में RD/RF होगा, पर हमारा कोट इस क्वेश्चन में ही इनडायरेक्ट है ना, 1+RF/RD इज इक्वल टू F/S। तो अब मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, 1.075/1.06। सर 75 क्यों, 15% है ना रेट, तो ये देखो 15% है, पर ये साल भर का है सर, कहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, अज्यूम कर रहे हैं। 15% और 12% ये हम 6 महीने का नहीं, साल भर का अज्यूम कर रहे हैं, पर आपको पैसा 6 महीने में ही आ जाएगा, इसलिए दोनों को मैंने हाफ कर दिया, 7.5 और 6%, ये मैंने यहाँ ले लिया, इज इक्वल टू F/2.5। ये 2.5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और आपका F यानी कि थेरोटिकल फॉरवर्ड रेट निकल के आएगा, 7.5 से 2.5 मल्टीप्लाई होगा, ये IRPT का ही फॉर्मूला है, तो आपका थेरोटिकल फॉरवर्ड रेट निकल के आएगा। वैसे तो ये सिर्फ थेरोटिकल रहता, पर क्वेश्चन में क्लियरली बोला कि हाँ द थ्योरी होल्ड्स ट्रू, तो यही बन गया एक्चुअल फॉरवर्ड रेट। और आपने क्या करा, ध्यान दो, क्वेश्चन में लिखा है एक्सपोर्टर वांट्स टू हेज द रिसिप्ट इन फॉरवर्ड मार्केट, तो आपने 6 महीने बाद जो कैनेडियन डॉलर आएंगे वो इस रेट पे बेचने का प्रॉमिस कर दिया, 2.535।
अब आप बताओ, ये भी कैनेडियन डॉलर में है, ऊपर वाली भी करेंसी कैनेडियन डॉलर में है। 5 लाख कैनेडियन डॉलर 2.535 के रेट से दोगे तो कितना मिलेगा? 5 लाख बाय 2.535 डिवाइड क्यों करा, दोनों सेम करेंसी है, तो मुझे मिलेंगे पाउंड 197,238.66, इतने पाउंड मिलेंगे। अब सवाल क्या था कि यार आपने ना यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो एंटर कर लिया, आज ही वादा कर दिया 6 महीने बाद क्या रेट पे 5 लाख डॉलर दोगे। अब उस दिन जाके स्पॉट रेट कुछ बदल गए, उस दिन के 3 स्पॉट रेट आपको क्वेश्चन में दिए हुए और तीनों से आपको कंपेयर करके बताना है कि अगर ये स्पॉट रेट होता तो आपका फ़ायदा नुकसान कितना हुआ, फॉरवर्ड लेने की वजह से फ़ायदा नुकसान कितना हुआ। पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट आपको क्लियरली बोल रहा है कि कैनेडियन डॉलर जो है स्पॉट रेट वो डिक्लाइन हो गए 2% से। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपकी कैनेडियन डॉलर ही प्राइस करेंसी है और उसका डिक्लाइन होने का मतलब उसका एक्चुअल में बढ़ना। मैं आपको बता देता हूँ, अगर रुपीस पर डॉलर 50 है आज और रुपीस पर डॉलर 55 हो जाता है कल जाके, तो ये तो वैल्यू बढ़ गई और रुपी डिक्लाइन हुआ, यही कहते हैं। जो प्राइस में है उसका डिक्लाइन होना यानी 50 से और नंबर आगे बढ़ रहा है ना, प्राइस करेंसी। तो आप क्या करोगे, कैनेडियन डॉलर स्पॉट रेट यानी कि प्राइस करेंसी आपकी डिक्लाइन हो रही है तो वो फॉर्मूला लगाओ, सिंपल सिंपल। कौन सा सर? आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ। 2 फॉर्मूले थे आपके, बेस करेंसी और प्राइस करेंसी के, एप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन के। बेस करेंसी में था आपका F माइनस एस बाय एस, यहाँ था S माइनस एफ बाय एफ, तो आप ये लगाओ S माइनस एफ कितना सर, 2.5 माइनस एफ बाय एफ, कितना चेंज आना चाहिए, 2% का। 2% से डिक्लाइन आएगा ना, तो डिक्लाइन में यानी कि यह तो मैंने यहाँ पे बोला था, प्रीमियम है तो पॉजिटिव दिखेगा और डिक्लाइन है तो निगेटिव दिखेगा। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ -0.02, इसको सॉल्व करो सर। 2.5 माइनस एफ इज इक्वल टू -0.02 एफ, यानी कि 2.5 इज इक्वल टू कितना आएगा सर, 0.98 एफ, एफ यानी कि 2.55। ये मैंने लॉजिकल आपको बता दिया, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट ने तो बहुत सीधा सीधा सिंपल लिख दिया कि 2.5 में 1.02 कर दो। एक्चुअल में ये 1.02 से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, 2.5 ने 0.98 से डिवाइड होना चाहिए। ये बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा 2.55। चलो ठीक है, फिलहाल बाद में डिस्कस करेंगे, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। 2.55 आपका रेट हो गया यहाँ पे। ध्यान दो, अगर वही 5 लाख कैनेडियन डॉलर 2.55 के रेट से देते, 5 लाख बाय 2.55, तो आपको कितने मिलते सर पाउंड, 196078 मिलते, पर मिले कितने, 197238, 197238। निकाल लो डिफरेंस, आपको ज़्यादा मिले हैं, फ़ायदा हुआ है। 197239 राउंड ऑफ करा और अच्छा ये तो दूसरा पार्ट, ये रहा 197239 और 1960, ये रहा 5 लाख बाय 2.55। आपने प्रॉमिस इस पे कर दिया था लेकिन ये हुआ, तो आपका ये जो निकल के आ रहा है वो इंटरप्रेट करो क्या है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेने की वजह से फ़ायदा कितना हुआ, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया तो ज़्यादा पाउंड मिल रहा है, नहीं लेता तो कम मिला। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, अगर 4% से कैनेडियन डॉलर गेन कर जाता तो आप इसी फॉर्मूले में क्या रखते, यहाँ पे 0.04 रख देते। जैसे ही 0.04 रखते, ये जो -1 है उधर जाके +1 बन जाता और आपका इस तरीके से कुछ लिखा आता यहाँ पे 2.5 इज इक्वल टू 1.04 एफ, 0.04 1 में ऐड हो जाता। सो एफ वुड हैव बीन 2.5 डिवाइडेड बाय 1.04, दैट्स अराउंड 2.40 कैनेडियन डॉलर। अब आप बताओ, दूसरा रेट आपका आ रहा है 2.40 का, अगर आप इस पे कैनेडियन डॉलर देते 5 लाख, ध्यान देना सर, 2.40 पे 5 लाख देते तो आपको 2 लाख पाउंड मिलते, 8,333, पर मिले कितने सर, 197, क्योंकि ये तो प्रॉमिस में पहले ही करके बैठ गया था। तो अब हुआ मुझे नुकसान, फॉरवर्ड की वजह से होने वाला नुकसान। अब तीसरा, अगर आपका फॉरवर्ड रेट बदलता ही नहीं, यानी कि जो स्पॉट है वही रहता 2.5, तो उस पे ले लो। उस पे भी फ़ायदा नहीं या लॉस आएगा, लॉस आएगा सर।
5 लाख को आप 2.5 पे बदलते तो एग्जैक्ट 2 लाख पाउंड मिलते, पर आपने बदले 2.535 पे, डिवाइड हो रहा है इसलिए कम आ रहा है। तो आपका दिख गया कि भैया आपका नुकसान कितना हुआ है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेके। तो ये तीनों जो आंसर आए वो थे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेके नुकसान कितना हुआ। आपने देखा इसमें प्रीमियम और डिस्काउंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करना, बेस करेंसी प्राइस करेंसी। सो ये डिफ़िकल्ट था, वही पूछा इसमें, प्राइस करेंसी में ही उन्होंने डिक्लाइन या अप्रिशिएशन दिया हुआ था। तो इस तरीके से उसको निकालते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे सर, अगला क्वेश्चन है ब्रोकन पीरियड फॉरवर्ड रेट पे। ब्रोकन पीरियड फॉरवर्ड रेट यानी कि मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। आज का स्पॉट रेट दिया है मान लो 50 रुपये, और आज से ठीक 2 महीने बाद, ये 2 महीना ये तीसरा महीना, और आपको 2 महीने बाद का ना स्वैप पॉइंट्स दिए जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, स्वैप पॉइंट्स है यहाँ पे सिर्फ 5 का, तो फॉरवर्ड रेट कितना हो जाएगा सर 55 रुपये, बिना डेसिमल के बिना किसी के मैं बता रहा हूँ, आपका फॉरवर्ड रेट हो जाएगा 55 रुपये। अगर स्वैप पॉइंट 3 महीने का होता 10, तो फॉरवर्ड रेट हो जाता 60 रुपीज़। 50 में 10 ऐड कर देते, यहाँ 50 में 5 ऐड कर दिया, है ना, और ऐड करा क्योंकि और कुछ दिया हुआ नहीं है। पर आपको अगर फॉरवर्ड रेट निकालना होता 50 10 मत लो, एक काम करो, फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है ना कैलकुलेशन में, आप ले लो इसको 15, तो ये हो गया 70, 50 में 15 ऐड कर दिए, हो गया 70, 65 यार, पागल हूँ मैं अभी तो, हाँ कोई बात नहीं, 65 हो गया। अब सवाल ये उठता है कि आपको फॉरवर्ड रेट दूसरे महीने का भी नहीं चाहिए, तीसरे महीने का भी नहीं चाहिए, आपको चाहिए 2.5 मंथ का, 2.5 महीने के एंड पे, वो बीच में खड़े होके बताओ कि फॉरवर्ड रेट कितना। कैसे बताओगे? बहुत सिंपल है सर, इंटरपोलेशन सीखा है आपने पहले चैप्टर में से ही, आगे बढ़ते बढ़ते आप 2-3 बार यूज़ कर चुके हो, बस उसी का इस्तेमाल करना है कि भैया 2 महीने के एंड में पॉइंट्स 5 है, 3 महीने के एंड में पॉइंट 15 है, ध्यान देना। तो पूरे 1 महीने के एक्स्ट्रा पॉइंट्स कितने हुए? 15 में से 5 गए 10, 10 पॉइंट है 1 महीने के, तो आधे महीने के कितने पॉइंट्स हो जाएंगे? 5। तो आप इसमें 5 ऐड कर दो, इसके पॉइंट निकल के आ गए 10, अब वो 10 ऐड कर दो 50 में, तो मेरा रेट निकल के आ गया 60। ये क्या था? ब्रोकन पीरियड फॉरवर्ड रेट। ब्रोकन इसलिए क्योंकि वो पीरियड एग्जैक्टली जो हमको चाहिए वो नहीं दिया हुआ है, इसलिए जो दिया हुआ है उसको हमने इंटरपोलेशन करा, ठीक है। इसी पे ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। देखो, ऑन अप्रैल 3, 2016 एक बैंक ने कोट किया, 3 अप्रैल को, डेट याद रखना, स्पॉट एक्सचेंज रेट है आपके 66.2525, हाँ ये रहा, और आपका ये बिड बन गया, ये आस्क बन गया। आप देख सकते हो कि 2 महीने के स्वैप पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, और 3 महीने के भी स्वैप पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। जब भी कभी आपको स्वैप पॉइंट्स दिए जाते हैं ना क्वेश्चन में, तो एक चीज़ याद रखना, वो असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है, सबसे पहले पता कर लो। दोनों केस में यहाँ पे असेंडिंग है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है अभी हमें फ़िलहाल, ठीक है। इन अ स्पॉट ट्रांजेक्शन द डिलीवरी इज़ मेड आफ्टर 2 days। जो भी स्पॉट में, अगर आज भी आप बैंक के पास में जाते हो, बोलते हो कि मुझे डॉलर चाहिए, तो ऐसा नहीं कि डॉलर लेके गोद में लेके बैठी है बैंक की, ये लो डॉलर ले लो, आप आए हो तो आपको रेट लगा देंगे, वो रेट फिक्स हो जाएगा, लेकिन डिलीवरी जो है वो 2 दिन बाद दी जाएगी। सो अज्यूम करो कि स्पॉट डेट फिर 5 अप्रैल है, अब उन्होंने ही बोला 2 दिन बाद, तो हमें कैलकुलेशन करने दे देते, हम 3 तारीख में 2 दिन और ऐड करते, पर नहीं, उन्होंने ही बोल दिया कि चलो ठीक है, आपको अगर ये लाइन नहीं समझ में आ गई तो हम एक और लाइन दे देते हैं। अज्यूम करो एक स्वैप पॉइंट यानी कि 0.0001, अगर वो ये नहीं भी लिखते, तो मैंने आपको समझाया हुआ था, स्वैप पॉइंट्स अगर 70 लिखा है, यहाँ पे 70, तो वो कहाँ से शुरू करोगे? आखिरी से शुरू करोगे, तो इसमें 4 डेसिमल है, तो वो आखिरी के डेसिमल हुए ना 2। सो यस, वही लिखा है उन्होंने, यू आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन द स्वैप पॉइंट्स फॉर 2 months and 15 days। अगर आप यहाँ से 5 अप्रैल से 2 महीना कैलकुलेट करोगे तो 5 में 5 जून, पर वो और बोल रहे 15 डेज आगे, तो 5 जून से 15 दिन और, तो ये हो गया 20 जून, पहली बात, ठीक है। और दूसरा, ये जो 2 महीने के स्वैप पॉइंट, 3 महीने के स्वैप पॉइंट है सर, ये ऑलरेडी आपका 5 क्या था ये तारीख, अप्रैल ना, ये 5 मई का हो गया, ये 5 जून का हो गया, कोई पहली तारीख का नहीं है ये, ठीक है। यहाँ से 1 महीने का और यहाँ से 2 महीने का, तो यहाँ तो 5 तारीख हो गई, यहाँ से 1 महीना 5 मई आएगा, यहाँ से 5 अप्रैल मई जून जुलाई, सॉरी
माय बैड, अप्रैल से मई, मई से जून, ये रहा, तो ये जून आएगा, ये जुलाई आएगा, ठीक है, मेरे से गलती थी इतनी सी। हाँ, तो ये ठीक कर लिया अभी हमने। अब देखो 2 महीने 15 दिन का निकालना, मैंने अभी अभी आपको बताया 2 महीने 15 दिन, तो यहाँ पे एग्जैक्ट 15 डेज ही आ रहा है वो। 2 महीने यानी कि ये 5 जून से 15 दिन आगे, और ये 5 जुलाई, बताओ 2 महीने 15 दिन यानी बीच में एग्जैक्ट। तो हमने क्या करा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, कितना आएगा, ये 90 पॉइंट्स है और ये आएगा तकरीबन 96 पॉइंट्स, सही बोल रहा हूँ। और ये 90 और 96 पॉइंट्स जो आ रहे हैं आपके, ये 2 महीने से 3 महीने में जाने के लिए है, तो ये 1 महीने का हो गया, ये भी 1 महीने का हो गया, हमें तो सिर्फ 15 दिन का चाहिए। सो हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, या तो डिवाइडेड बाई 2 कर दो सीधा, ठीक है, पर अगला क्वेश्चन एग्जैक्ट 15 दिन का आएगा ऐसा तो है नहीं, तो मैं आपको अगले क्वेश्चन की तैयारी करवा देता हूँ। क्या करना है सर आपको, ये है 30 दिन का, आपको चाहिए 15 दिन का, ऐसा करो, ये है 30 दिन का, आपको चाहिए 15 दिन का। सो ऐसे 2 से डिवाइड करोगे तो 15 दिन का स्वैप पॉइंट मिल जाएगा। 15 दिन मतलब वही सिर्फ 15 दिन का, ये 45 हो गया और ये हो गया 48, एम आई राइट। अब ये 45 48 कहाँ से सर, 2 महीने के बाद के 15 दिन का है, उन 2 महीने का तो 70 और 90 है, तो ये 70 और ये 45 ऐड कर लोगे तो ये 2 महीना, ये 15 दिन, ऐसे 2 महीने 15 दिन के पॉइंट मिल गए। वैसे ही यहाँ पे करोगे 90 और 48 तो ये 138 मिल गया। अब क्या करना है, स्पॉट में ऐड कर दो, ये देखो, ठीक है, 115 और 138, इन्होंने क्या करा, 2 महीने और 3 महीने के बीच का गैप निकाला, उस गैप को 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करना यहाँ पे इस क्वेश्चन में ठीक है क्योंकि एग्जैक्ट बीच का निकालना है, पर वो बोलते कि यार 15 दिन नहीं 20 दिन का निकालो, तो आप क्या करते 20/30 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स आते। अब ये पॉइंट्स को इन पॉइंट्स में हमने ऐड कर दिया, ठीक है, 45 48, तो ये आ गया। अब हर बार ऐड ही करना है क्या सर, आपको यहाँ पे कहीं गिरता हुआ तो नहीं दिख रहा ना, फिलहाल 70 से 160 हो रहा है, बढ़ ही रहा है। 70 से अगर 40 होता ना, वो थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पे, 70 से अगर 40 होता तो 30 पॉइंट आते गिरे हुए नीचे जाने के, तो 30 का आधा होता 15, 70 में से 15 माइनस करते तब आप, क्योंकि यहाँ गिरते हुए नज़र आता, तो 70 के बाद तो 160 बढ़ते हुए ही नज़र आया, इसलिए मैंने बढ़ाया। चलो ठीक है, अब ये 115 और 138 के स्वैप पॉइंट्स है, ये आपको दिख रहा है असेंडिंग ऑर्डर में ही है, कहीं डिसेंडिंग तो नहीं है, तो इसे ऐड करेंगे। ये देखो, ये स्पॉट रेट है, इसमें आखिरी के 3 डेसिमल लिए मैंने, ये मैंने ऐड कर दिया, तो ये मेरा फॉरवर्ड रेट आ गया, ये मेरा स्पॉट रेट आ गया। सो पहला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड रेट निकालो, डिटरमाइन द फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉर जून 20, है ना, फॉरवर्ड होना चाहिए वैसे तो वो निकाल लिया। अब तीसरा पार्ट देखो, कंप्यूट द एनुअल रेट ऑफ प्रीमियम और डिस्काउंट फॉर डॉलर, डॉलर में निकालने बोला है उन्होंने, और डॉलर यहाँ पे क्या है सर, बेस करेंसी है, तो फॉर्मूला क्या होगा सर, F-S/S, सिंपल सा सीधा साधा बेस करेंसी वाला, ऑन एन एवरेज रेट। तो अब 2 चीज़ें आपको यहाँ पे एडजस्ट करनी है। सबसे पहले तो ये जो करोगे ना आप, ये जो करोगे इससे नॉर्मल आंसर आता है, जितने पीरियड का है उतना। कितने पीरियड का है, 2.5 मंथ का। लो सर, 2.5 मंथ का आ गया प्रीमियम और डिस्काउंट, है ना, पर आपको तो पूरे 12 महीने का चाहिए, एनुअल निकालने बोला है, ठीक है आप निकाल लेना, इससे आप आंसर निकाल लोगे। तो क्या वो आंसर सही होगा, नहीं सर, इस क्वेश्चन में वो गलत होगा। फॉर्मूला गलत है क्या, नहीं सर, बिल्कुल सही है, सर ने पढ़ाया है, सही है सर, पर इस क्वेश्चन में क्यों गलत होगा ये लगाना, क्योंकि उन्होंने बोला आपको प्रीमियम और डिस्काउंट एवरेज रेट पे लेना है, ये बोल के उन्होंने एक वर्ड डाल के थोड़ा हमारा फॉर्मूला बदल दिया। तो नीचे जो स्पॉट रेट ले रहे हो, इट शुड बी एवरेज, F+S/2। आपका सिर्फ इतना सा पार्ट बदलेगा, वो भी सिर्फ इसी क्वेश्चन में। अब यहाँ पे आपका तिरछी नज़र पारखी नज़र होना ज़रूरी है। बहुत बच्चे वो एवरेज वर्ड भूल जाते हैं, नॉर्मल सा फॉर्मूला लगा के आ जाएंगे। बहुत बच्चे ये एनुअल वर्ड भूल जाते हैं, कन्वर्ट करना भूल जाएंगे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कौन से 2 रेट लोगे सर, स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट, इन दोनों के बीच का गैप 2.5 महीने का है, 2.5 से डिवाइड करके 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनुअल आएगा। अगला पेज देखना,
ये वापस ले लिया मैंने स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट। थोड़ा ध्यान दोगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज योर न्यूमरेटर वाला पार्ट, है ना, ये न्यूमरेटर वाला पार्ट आ गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। फिर इन दोनों का टोटल करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो एवरेज आएगा। इंस्टीट्यूट ने इन दोनों का टोटल करा और डिवाइड करा तो ये आ गया आपका एवरेज रेट 66.25। थोड़ा देखना 25 और 26 के बीच का होना चाहिए, 2583, ठीक है। सो ये रहा आपका न्यूमरेटर, ये रहा आपका डिनोमिनेटर एवरेज रेट, ठीक है। सो ये न्यूमरेटर में डाला, ये डिनोमिनेटर में डाला, मल्टीप्लाइड बाय, देखो 12/2.5 करा है, क्योंकि 2.5 महीने का प्रीमियम या डिस्काउंट आएगा इससे। पॉजिटिव आया तो प्रीमियम, नेगेटिव आया तो डिस्काउंट, सीधा सीधा, उसमें दिमाग नहीं लगाना। ये रहा आपका पर एनम प्रीमियम। कोई दिक्कत आई इसमें? कहानी आसान थी, पर गलती होने के चांसेस 100%। एनुअल पे गलती हो सकती है सर, एवरेज रेट पे गलती हो सकती है, ठीक है। तीसरा आपका गलती हो सकती है, हाँ एनुअल वाला तो मैंने बता दिया, ठीक है। चलो सर, ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 पे थोड़ा ध्यान देंगे। इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 months बोरोविंग इन इंडिया इज़ 9% पर एनम। देखो बोरोविंग कितने महीने के लिए? सिर्फ 6 महीने, लेकिन रेट आपको पूरा साल भर का दिया हुआ है और ये इंडिया में है। आपके रेट, ये देखो एक्सचेंज रेट आपको रुपीज़ पर डॉलर में दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये डॉलर जो है ये आपकी बेस करेंसी है, रुपीज़ जो है आपकी ये प्राइस करेंसी है। और अगर हम इंडिया की तरफ से बात करें तो हमारे लिए ये डायरेक्ट कोट है, और उस हिसाब से हमारा इंटरेस्ट रेट इंडिया का जो बनता है वो डोमेस्टिक रेट हो जाएगा, और यूएसए का जो इंटरेस्ट रेट बनेगा वो फॉरेन कंट्री का रेट हो जाएगा, ठीक है सर। स्पॉट रेट भी आपको दिया हुआ है 64.50। अब आप बताओ, विल यूएस डॉलर बी एट अ प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट? इंडिया के फॉरवर्ड मार्केट में डॉलर प्रीमियम पे रहेगा कि डिस्काउंट पे? बहुत सिंपल भाषा में लिखना। अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रेट पैरिटी थेरी, जिस कंट्री का, मतलब हिंदी में मत चालू कर देना, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जिस कंट्री का रेट कम होता है उस कंट्री की करेंसी अप्रिशिएट करती है, तो डॉलर अप्रिशिएट करेगा, दैट मीन्स इट विल बी एट अ प्रीमियम। खत्म। Under the given circumstances, the USD is expected to quote a premium in India as the interest rate is higher in India, या फिर बोलो lower in US। जहां रेट ज़्यादा है उस कंट्री की करेंसी डेप्रीशिएट करेगी। चलो फाइंड आउट दी एक्सपेक्टेड 6 months फॉरवर्ड रेट फॉर डॉलर इन इंडिया। एक्सपेक्टेड आप IRPT लगा सकते हो यहाँ पे क्लियरली, पर ये चीज़ याद रखना 6 महीने का ही रेट निकालना है, तो रेट्स जो इंटरेस्ट रेट है ये पर एनम दे, इसको आधा करना ज़रूरी है। आधा करोगे, 9% को 4.5 कर दो और 2% को 1% कर दो। ये देखो ये 4.5 कर दिया, इसको 1 कर दिया, ये स्पॉट ले लिया, तो हमारा फॉरवर्ड रेट आ गया 66.74। ये था इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी का फॉर्मूला। अच्छा एक और चीज़ सर, कोट आपको डायरेक्ट दिया था इसलिए आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया है ना। कहीं आगे आएगा क्वेश्चन तब देखेंगे कि इनडायरेक्ट रहा तो क्या करेंगे। अगले चैप्टर में एक क्वेश्चन ऐसा है, अगले चैप्टर IFM में, जहाँ पे इन्वर्स लेना पड़ सकता है, ठीक है। अगला पार्ट देखो, फाइंड आउट द रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट। जब भी ऐसा पूछा पहले तो पता करो कि वो डॉलर में प्रीमियम डिस्काउंट पूछ रहे हैं कि रुपीज़ में। नहीं दिया ना आपको ऐसा कुछ भी यहाँ पे, तो पिछले वाले क्वेश्चन की हेल्प लो। यहाँ पे भी डॉलर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी डॉलर की बात कर रहे हैं, तो हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे भी डॉलर की बात कर रहे हैं, यानी कि वो डॉलर में प्रीमियम डिस्काउंट मांगना चाहते हैं। और डॉलर क्या है सर? आपका बेस करेंसी है। सो आपने वापस से थोड़ा ध्यान देना है कि जब भी प्रीमियम डिस्काउंट निकालना होता है तो आप डिसाइड करते हो कि किस में, बेस करेंसी में कि प्राइस करेंसी में। बेस करेंसी है तो F - S/S, नहीं तो S - स्पॉट माइनस फॉरवर्ड बाय फॉरवर्ड। ख़त्म। ये तो सिर्फ उतने पीरियड का आता है, आपको कन्वर्ट करना है पर एनम में या फिर आधे में, तो वो वैसा डिसाइड करो। सो इन्होंने क्या बोला, प्रीमियम और डिस्काउंट निकालो, सिर्फ इतना बोल दिया। तो ये जो निकलेगा ये तो 6 महीने का निकलेगा ना। स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट में सिर्फ 6 महीने का गैप है, तो डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 करोगे तो पर एनम आएगा। ये देखो डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 करोगे तो पर एनम आएगा। ये पर एनम प्रीमियम है क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान देना सर, जहाँ इजी है वहाँ फटाफट चलेंगे। एक यूएस इन्वेस्टर है, वो उसने चूज़ करा कि वो इन्वेस्ट करेगा सेंसेक्स में फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year। आया ना वो अमेरिका से, देखो इंडिया में आया। अब
द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बिलो। पहला वाला जो क्वेश्चन था, पहला नहीं दूसरा या तीसरा था, इंडियन पार्टी अमेरिका गई थी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अब अमेरिका वाला इंडिया में आया है। साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट वो अपने पास से 20 लाख डॉलर लेके आ रहा है, और आज का जो रेट है वो है 42.5060। ठीक है, तो उसको आप कैसे पढ़ोगे सर? 42.50 42.60। वो डॉलर बेचेगा, बैंक डॉलर खरीदे, डॉलर ही बेस करेंसी, तो उसी टर्म में बात करूंगा। वो डॉलर बेचेगा, बैंक डॉलर खरीदेगी, खरीदने वाला रेट बिड रेट छोटा वाला। ठीक है, अब अच्छा सॉरी, मेरे से गलती। स्पॉट रेट आज से ठीक 1 साल पहले का है, स्पॉट रेट अभी का ये है। ठीक है, और सेंसेक्स अगले 1 साल पहले का ये है, सेंसेक्स अभी ये है। चूज टू इन्वेस्ट, ये देखो पास्ट टेंस है भाई, यानी कि देखो ये जो ईयर है ना, टाइम, अभी हम यहाँ नहीं खड़े, हम यहाँ खड़े हैं, 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट हो चुका है, डिसीजंस लिए जा चुके हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, जो भी होगा। हाँ तो ठीक है, जब उसने इन्वेस्टमेंट करा होगा तो डॉलर बेचा होगा 1 साल पहले, जब बेचा होगा 1 साल पहले तो बैंक ने खरीदा होगा 42.50 पे। ठीक है, आज उसको रुपीज़ वापस मिलेंगे, तो वो डॉलर उसने बेचा, बैंक ने खरीदा, हाँ, तो आज उसको रुपीज़ वापस मिलेंगे, वो रुपीज़ दे के डॉलर खरीदना चाहेगा, डॉलर खरीदना चाहता हूँ, बैंक बेचेगी, 90 का रेट लगना चाहिए। देखो आगे रेट में बदल सकता हूँ अगर कुछ और दिया है तो। 1 साल पहले सेंसेक्स कितना था और आज कितना था, में आप डिफरेंस निकालोगे तो आपको रिटर्न पता चल जाएगा, 3256 और 3765। ठीक है, 3765 माइनस 3256 डिवाइडेड बाय 3256 इंटू 100, दैट्स अराउंड 15.6326%, 27%। पता नहीं, ज़रूरत है नहीं है, आप सीधा सीधा डिवाइडेड बाय करोगे तो भी आ जाएगा। इन्फ्लेशन दिया हुआ है यूएस का और इंडिया का। ठीक है, अब देखो, और पार्टी यूएस की है सर। कंप्यूट द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न टू द यूएस इन्वेस्टर। यूएस इन्वेस्टर को नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करके दो, कितना उसको उसने अपने डॉलर पे कमाया। उसके बाद कंप्यूट द रियल डेप्रिशिएशन और एप्रिशिएशन ऑफ रुपी। चलो ये ठीक है, ये तो पीपी परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी से आ जाएगा। मतलब जो डिफरेंस इन इन्फ्लेशन है वो भी ले सकते हैं। सबसे पहले तो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं। क्या लगता है आपको? मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आंसर पे शिफ्ट करेंगे। 20 लाख डॉलर है, उसने पहले तो रुपीज़ खरीदे होंगे, डॉलर बेचा होगा, सॉरी डॉलर बेचा तो बैंक ने खरीदा इस रेट पे, उसके पास रुपीज़ आए, उसने रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करा। ठीक है, रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करा तो उसने कितना कमाया सर? इतना परसेंट कमाया होगा एग्जैक्टली। वो रुपीज़ वापस लिया, ठीक है, वो रुपीज़ वापस लिया और बेचा, रुपीज़ दे दिया, डॉलर खरीदा, वापस खरीदा तो बैंक ने बेचा होगा डॉलर इस रेट पे 43.90 पे। तो अब उस वो वाले डॉलर को 20 लाख से कंपेयर करके देख लो, आपका रिटर्न पता चल जाएगा। 20 लाख डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 42.50 है ना, इस रेट पे मैंने डॉलर बेच दिए तो मुझे कितना मिला? 8 करोड़ 50 लाख्स। ये मैंने इन्वेस्ट करे जब मार्केट था, डिवाइडेड बाय 3256, फिर वो हो गया 3765, तो मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मेरे पास पैसे हो गए कुछ 9 करोड़ 82 लाख रुपए, हाँ ठीक है। फिर वो मैंने बेच दिया, डॉलर खरीदा 43.90 पे, तो डिवाइडेड बाय 43.90, आंसर आता है 2238902। ठीक है, ये देखो 2238902 क्यों नहीं आया? राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, इन्होंने यहाँ पे राउंड ऑफ करके लिखा है, सो हार्डली 50 रुपये का आसपास का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो 20 लाख ये रेट से मल्टीप्लाई करा, इस पे इन्वेस्ट करा, एक ही झटके में वैसे निकलता है। अब आपको क्या करना है सर? ये आपने कितना 22,38,000 ना, सो 2,38,902 डॉलर आपने ज़्यादा कमाए 20 लाख पे। कर लो कैलकुलेशन, ये ला 238,846 डिवाइडेड बाय 20 लाख करोगे तो आपका रिटर्न निकल जाएगा इन्वेस्टर का। देखो यूएस इन्वेस्टर का रिटर्न निकालना था तो डॉलर के टर्म में ही निकालोगे कि मैंने डॉलर कितने डाले थे और वापस डॉलर में लेके कितना आया। ठीक है, ये तो बहुत क्लियर हो गया। दूसरा देखो, कंप्यूट द रियल एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी।
अब ध्यान देंगे, ये बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये वर्ड आपका बहुत ज़्यादा मैटर करेगा और इसमें आपने जो कैपिटल बजटिंग में कोई एक कॉन्सेप्ट देखा था वो भी काम आएगा। मैं 2 तरीके से इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है। रुपी में पूछा ना उन्होंने, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 9। ध्यान देना सर, सबसे पहले यानी आज से ठीक 1 साल पहले जिस रेट पे हमने डॉलर बेचे थे वो हमारे लिए जो काम का रेट था 1 साल पहले वो था 42.50, ठीक है, दूसरा रेट कोई काम का नहीं, तो वो था 42.50, ठीक है। अब एक्चुअल में वो 1 साल बाद कितना हो गया, स्पॉट रेट नाउ 43.85, हम इससे कंपेयर करेंगे। हमें सिर्फ एक्सचेंज रेट का निकालना है, बाय सेल मैटर नहीं करता, हमारे लिए ये मैटर कर रहा था तो यहाँ से ये रेट कितना अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट हुआ है बिड वाला। सो हमने लिया 43.85, ठीक है। अब वो है रियल वाला, पर अगर आप वो ना लेते और इन्फ्लेशन को कंसिडर करते, परचेसिंग पावर पैरिटी को कंसिडर करते, तो आपका फॉरवर्ड रेट होता क्या, वहाँ का होना क्या चाहिए था, पहले ये निकालो। सो ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू मैं पीपीपीटी अगर लगाऊं, यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ, परचेसिंग पावर पैरिटी थेरी, यहीं ले लो जाने तो वो फॉर्मूला है 1+ID डिवाइडेड बाय 1+IF इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय स्पॉट। हमारे कंट्री का जो इन्फ्लेशन है 9%, ये हो गया आपका 5%, यहाँ फॉरवर्ड ले लिया, स्पॉट है आपका 42.50। अब इससे आप फॉरवर्ड निकाल लो, तो इससे क्या निकलेगा कि पैरिटी पर रहने के लिए फॉरवर्ड रेट क्या होना चाहिए था, 44.12। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा जानबूझ के आगे लिखता हूँ, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इन्फ्लेशन आपका रेट यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए था। तो अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि ये अप्रिशिएट होना चाहिए था या डिप्रिशिएट होना चाहिए था। 42 रुपीज़ पर डॉलर, आपका पहले $1 42.50 में आता था, आज वही $1 मान लो कि अगर ये रेट है तो 44.12 में आएगा। महंगा हो गया डॉलर, सस्ता हो गया रुपए, तो रुपीज़ इस केस में यहाँ पे डेप्रिशिएट हुआ है, होना चाहिए था इतना, ठीक है। अब इतना अगर डेप्रिशिएट होना चाहिए था पर एक्चुअल में वो इतना ही हुआ, थोड़ा इतना आगे जाके वापस इतना पीछे आए, तो उस डेप्रिशिएशन में इतना सा एप्रिशिएशन हुआ है। सो रियल सेंस में देखा जाए तो रुपी डेप्रिशिएट नहीं हुआ सर, वो एप्रिशिएट हुआ है रियल सेंस में। ये है नॉमिनल डेप्रिशिएशन। नॉमिनल डेप्रिशिएशन में अगर आप वापस पीछे जा रहे हो, ठीक है, तो आप इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दोगे ना, तो आपको रियल पता चलेगा कि एप्रिशिएट हुआ है कि डेप्रिशिएट हुआ है। सो इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है सर। सबसे पहले तो निकाल लो कि कितना चेंज आया वहाँ तक पहुँचने में, 44.12 और ये, ठीक है। अब यहाँ बस हम एक काम करते हैं, अदरवाइज़ ये वाला इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं कि 44.12 उस दिन होना चाहिए था पर उससे कम ही था, कम ही था, मतलब एप्रिशिएट हुआ है, इतना आगे नहीं पीछे। सो एप्रिशिएट हुआ है ये निकलेगा। मैं आपको पहले तो इसका आंसर निकाल के दे देता हूँ एप्रिशिएशन का, 44.12 माइनस 43.85 डिवाइडेड बाय 43.85 लो, ठीक है। 44.12 माइनस 43.85 डिवाइडेड बाय 43.85 इंटू 100, सो दैट कम्स टू 0.61%। रियल सेंस में एप्रिशिएट हुआ है। इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 10 रुपये का लॉस हुआ नॉमिनल में, पर रियल सेंस में 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इतना आगे जाना चाहिए था तो उतना नहीं जाते हुए थोड़ा पीछे आया, तो रियल सेंस में इन्फ्लेशन को भी हमने बीट करा है, तो एप्रिशिएशन हुआ है। ये एक तरीका हो गया, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, अब थोड़ा ध्यान देना। आपने क्या निकाला, पहले इसमें तो निकाला था कि थ्योरेटिकली होना कितना चाहिए था, तो ये रहा वो सर डेप्रिशिएशन वाला पार्ट, ये डेप्रिशिएट हुआ है, इतना डेप्रिशिएट होना चाहिए था। अब यहाँ से अगर वापस पीछे आना है तो और डेप्रिशिएट होके तो आ नहीं सकते, दिस इज़ गोइंग टू बी एप्रिशिएशन। अब ये चीज़ हम यहाँ पे भी प्रूफ करेंगे एक बार अलग तरीके से। सो
लेट्स टेक द रेट एज इट इज़ 42.5 और 43.85, ठीक है, ये आपका एक्चुअल है। तो अब आप इसमें निकालो कि रुपी में, रुपी पर डॉलर है, ये प्राइस करेंसी है, ये तो आपको समझ में आ रहा है, और इसमें आपको प्रीमियम और डिस्काउंट निकालना है प्राइस करेंसी में। फॉर्मूला क्या रहेगा सर आपका, एस माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ, राइट। सो 42.50 माइनस 43.85 डिवाइडेड बाय 43.85, यहाँ पे भी बेस वही आया। सो माइनस में ही आंसर आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि डेप्रिशिएट हो रहा है यहाँ पे डिस्काउंट पे 3.079%। एम आई राइट? 42.50 माइनस 43.85 डिवाइडेड बाय 43.85 इंटू 100। ओके, सो ये आ गया आपका नॉमिनल डेप्रिशिएशन। नॉमिनल मतलब इसमें सारा इन्फ्लेशन वगैरह एडजस्ट करना है। सो ये नॉमिनल डेप्रिशिएशन आया एक पार्ट। अब आपने कैपिटल बजटिंग में क्या याद आ रहा है, ये सीखा था 1 प्लस नॉमिनल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। यानी कि इसमें इन्फ्लेशन वगैरह सब एडजस्टेड है, इसलिए वो डेप्रिशिएशन दिख रहा है। अगर आप इन्फ्लेशन का वो वाला पार्ट हटाओ उसमें से, तो आपको रियल रेट पता चलेगा, ये रहा, ठीक है। हम वैल्यूज रखते हैं, ध्यान देना। 1 प्लस नॉमिनल है और ये आंसर माइनस में है, तो मैं उसको किस तरीके से लिख रहा हूँ थोड़ा ध्यान देना। 1 माइनस 0.03079, क्या मैंने सही लिखा? माइनस का मैंने इम्पैक्ट दिया, तो वो और फिगर नीचे आएगी। ये तो हमें निकालना है रियल रेट। और इन्फ्लेशन कैसे लिखोगे सर? इन्फ्लेशन कैसे लिखोगे? आपके पास एक कंट्री नहीं, 2 कंट्री के इन्फ्लेशन दिए हुए, पहली बात। दूसरी बात, आपको इंडिया का रेट है ना, ये 43 जो है, इसमें से इंडिया का रेट निकाल के इन्फ्लेशन का डालना, यूएस का डालना है। सो डिवीजन में इंडिया का रेट लिखा मैंने इस तरीके से, 1.05 डिवाइडेड बाय 1.09, ये मेरा इंडेक्स बन जाएगा। सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम रिमूविंग इंडिया का इन्फ्लेशन एंड एडिंग यूएस का इन्फ्लेशन इन दैट, ताकि इम्पैक्ट आ जाए। अब थोड़ा देखो कैसे, 1 माइनस 0.03079, तो ये आया 0.9692, 1 प्लस रियल रेट इंटू 0.9633, ठीक है। उसको 0.9633 को इधर भेज देते हैं, तो वो हो जाएगा 0.9692 डिवाइडेड बाई 0.9633। सो द आंसर इज 1.0061 इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट। सो रियल रेट इज इक्वल टू 0.0061, दैट इज परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट 0.61%। आर यू गेटिंग इट? इससे भी वही चीज़ आई, ऊपर से भी वही चीज़ आई। आप वैसा निकालना चाहो बहुत आसान है, ऐसा निकालने चाहो तो ये फॉर्मूला के थ्रू हो गया। सो 2 तरीके हैं हमारे पास में रियल अप्रिशिएशन या डिप्रिशिएशन निकालने का। सो एक्चुअल में आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो यू विल सी कि यार रूपी तो डेप्रिशिएट हुआ है, ऑब्वियसली वो रूपी डेप्रिशिएट हुआ है नॉमिनल टर्म्स में। व्हेन यू रिमूव द इन्फ्लेशन वाला पार्ट फ्रॉम इट, यू विल गेट द रियलिटी कि एक्चुअल में इससे ज़्यादा डेप्रिशिएट होना चाहिए था, नहीं हुआ। इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि कुछ तो अप्रिशिएट हुआ है रियल सेंस में, डेप्रिशिएशन का इम्पैक्ट उससे ज़्यादा था इसीलिए, ठीक है। सो ये वाला पार्ट हो गया हमारा सेकंड। अब व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेट इफ रिलेवेंट परचेसिंग पावर पैरिटी होल्ड्स गुड। अगर परचेसिंग पावर पैरिटी हम रखते तो आज से ठीक 1 साल पहले के जो रेट थे उसमें अगर हम इन्फ्लेशन ये 5 और 9 का ऐड करते तो रियल नहीं, परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से क्या रेट होने चाहिए थे इस जगह पे, दोनों आएंगे, बिड का बिड के साथ, आस्क का आस्क के साथ। ये देखो यहाँ पे 42.50 42.60 ये 1 साल पुराने रेट थे, उसमें हमने इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दिया। फॉर्मूला क्या है सर आपका, 1 प्लस आई डी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई एफ इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एस, दोनों जगह पे आपने सेम लगाया, ठीक है। अब आप यूएस की साइड से बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोलना कि सर हमारी तो होम करेंसी डॉलर है। इनकेस अगर आपकी होम करेंसी डॉलर है, थोड़ा ध्यान देना, तो आपके लिए ये कोट भी इनडायरेक्ट होते हैं। अगर कोट इनडायरेक्ट है तो आपके फिर रेट भी ऊपर नीचे हो जाएंगे,
ठीक है, मतलब यूएस का नीचे रहेगा इंडिया का ऊपर, यूएस का ऊपर रहेगा इंडिया का नीचे रहेगा, अल्टीमेटली आंसर आपका सेम ही आना है। डायरेक्ट कोट है तो मैं आर डी पकड़ता हूँ बाय आर एफ, है ना। अगर यही इनडायरेक्ट रहता और मैं उनके एंगल से लिखता तो आर एफ बाय आर डी पकड़ता, पर हमें कोट भी बदलना पड़ता। चलो कोई नहीं, ये वाला पार्ट छोड़ दो अभी तो, और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं ज़्यादा डिस्कशन करते जाओ तो। सो आप इस चीज़ को फॉलो करो। 42.50 डायरेक्ट कोट के लिए, फिर ये आपने डोमेस्टिक रेट ऊपर ले लिया, फॉरेन कंट्री का रेट नीचे ले लिया। क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट कोट मान रहा हूँ, इसका मतलब मैं इंडिया के एंगल से बात कर रहा हूँ, यूएस के एंगल से नहीं, इसलिए मेरा डोमेस्टिक रेट 9% हो गया। ठीक है सर, ठीक है, ये आ गया आपका एफएस। तो ये दो रेट आते हैं 44.12 और 44.22, ठीक है। मतलब अगर परचेसिंग पावर पैरिटी होती ना तो यहाँ पे रेट आता 44.12, 44.22। अब आप रियल में देखो तो उससे कम रेट आया है ना। जितना डेप्रिशिएट होना चाहिए था इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए, उससे कम डेप्रिशिएट हुआ, इसीलिए हम बोलते हैं रियल सेंस में अप्रिशिएट हुआ है, ठीक है। उसके बाद व्हाट विल बी द रियल रिटर्न टू एन इंडियन इन्वेस्टर इन सेंसेक्स। सेंसेक्स में अगर कोई इन्वेस्ट करता तो उसको रियल में कितना रिटर्न मिलता, थोड़ा ध्यान देना। मैंने जो यहाँ पे पहले ही रिटर्न निकाला था, सेंसेक्स पहले इतना था अभी इतना है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकला दैट इज 15.632%। बट ये रिटर्न नॉमिनल रिटर्न है सर। इसमें से इंडिया, ये इंडिया का रिटर्न है तो इंडिया का इन्फ्लेशन इसमें से हटाना पड़ेगा। वापस यही वाला आपका फॉर्मूला लगेगा। यहाँ नॉमिनल रिटर्न रख दो एनआर की जगह पे 15.63%, रियल रेट निकालना है उधर 1.09 रखो सिर्फ, तो देखो फिर क्या आता है। यहाँ पे नीचे ही सॉल्व करा हुआ मिलेगा, ये रहा। सो ये आया 15.63, तो आपको क्या करना है 1.1563 नॉमिनल इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट इनटू इंडिया। ये इंडिया का ही है तो आगे इंडिया का ही इन्फ्लेशन आया, 1.09 इधर आ जाएगा तो डिवीजन में आएगा इस तरीके से, तो आपको रियल रेट पता चलेगा 6.08% का। आर यू हैप्पी विद दिस? हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। जो आपने सीखा वो सबसे बढ़िया पार्ट था, ये वाला रियल एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। चलो क्वेश्चन नंबर 10। देखो, मिस्टर मैमन एन इंडियन इन्वेस्टर इन्वेस्ट्स इन लिस्टेड बॉन्ड इन यूएसए। अब इंडिया का बंदा यूएसए में इन्वेस्ट कर रहा है। इफ़ द प्राइस ऑफ द बॉन्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल की शुरुआत में प्राइस जो बॉन्ड की थी वो थी $100 और अब वो एंड में है $103, तो ये तो कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। कूपन रेट इज़ 3%, हम फेस वैल्यू भी इतनी मान के चलेंगे तो कूपन भी हमको $3 का मिला होगा। पेबल एन्युअली। फाइंड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ होम कंट्री करेंसी, मतलब INR, है ना। इफ USD इज फ्लैट, मतलब US डॉलर चेंज नहीं हुआ कुछ भी। अच्छा, ये सब चीज़ें ना आप देखो, मैं बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करना। पहले तो 50 का 50 ही रहा। एक फॉर्मूला आता है, आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो। सो 1 प्लस होम कंट्री रिटर्न इज इक्वल टू 1 प्लस फॉरेन कंट्री रिटर्न इंटू 1 प्लस माइनस चेंज इन एक्सचेंज रेट। ये है फॉर्मूला। आप बोलोगे सर फॉर्मूला कैसे बनाया, तो वो डिस्कस कर लेते हैं पहले, क्योंकि उसके बाद आपको फिर कहानी आसान हो जाएगी। यहाँ ले लेते हैं 50 रुपये, यहाँ ले लेते हैं हमारे पास से मान लो 10,000 रुपये, और रेट चल रहा है रुपीज़ पर डॉलर का 50 का, तो हमारे पास डॉलर कितने आ जाएंगे, ध्यान देना, $200 आ जाएंगे। अब ये आपने यूएस में इन्वेस्ट कर दिया। अब यूएस में इन्वेस्टमेंट करके लेट से आपने कमा लिया 10%, तो देखो अब 10% अगर कमा लेंगे तो हमारे पास डॉलर्स कितने हो जाएंगे, 220, ठीक है। और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट से कि करेंसी का एक्सचेंज रेट भी 5% से अप्रिशिएट हुआ है, 5% से होगा तो 50 पे लगाओगे, दैट इज़, अब हमारा जो एंड में रुपीज़ पर डॉलर का रेट है दैट इज़ 52.50। अब आप $220 52.50 पे वापस करोगे तो आपको
कितने मिलेंगे सर? 11,550 रुपये मिलेंगे। अब रुपीज़ इन्वेस्ट करके वापस रुपीज़ लाया तो होम कंट्री का रिटर्न कितना हुआ सर? 10,000 और 11,550। 11,550 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100। सो हमारा रिटर्न कितना हुआ? 15.50। ये हुआ होम कंट्री रिटर्न। 10% था फॉरेन कंट्री रिटर्न, 5% था चेंज इन एक्सचेंज रेट। तो आपका यही रिटर्न निकालने का बिना किसी फिगर के एक तरीका है। 1 प्लस होम कंट्री रिटर्न इज इक्वल टू 1 प्लस फॉरेन कंट्री रिटर्न इंटू 1 प्लस माइनस चेंज इन एक्सचेंज रेट। माइनस कब करोगे? जब डिस्काउंट पे रहेगी। अभी तो अप्रिशिएट हुआ 5%, तो हम ऐड करेंगे। कैसे? 1.10 इंटू 1.05 क्या आया? 1.155। 1 प्लस होम कंट्री, सो होम कंट्री रिटर्न इज 0.155, दैट इज 15.50%। आया क्या समझ में भी? 15.50%। वैसे निकालो या ऐसे निकालो फॉर्मूले से, तो ये फॉर्मूले का अब लॉजिक समझ में आया। क्या हुआ? उसी 10% में आप एडजस्ट कर देते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है? देखो, सबसे पहले तो $3 का कैपिटल एप्रिसिएशन है और $3 का कूपन है। तो आपका फॉरेन कंट्री का रिटर्न बहुत क्लियर है सर, 6% आपने कमाया। $3 $6 कमाए 100 पे, तो 6% आपका फॉरेन कंट्री का रिटर्न बहुत क्लियर हो गया, 1.06। अब अगर एक्सचेंज रेट चेंज नहीं हुआ, यूएसडी अगर फ्लैट है, कोई चेंज नहीं हुआ, तो आपका रिटर्न 6% ही रहेगा। देख लो सर, मेरी गलती होगी कहीं तो पता चल जाएगा। ये रहा 6%। ठीक है, अगर फ्लैट है तो। दूसरा, यूएसडी एप्रिशिएटेड ड्यूरिंग द ईयर बाय 3%, तो इसमें 1.03 कर दो। ठीक है, 1.06 इंटू 1.03, सो वो आएगा 9.18। ये आया, कर दिया। अब उसने बोला यूएसडी डेप्रिशिएट्स ड्यूरिंग द ईयर बाय 3%, तो क्या करोगे? 1.06। अब माइनस करोगे उसमें से 1 माइनस 0.03, तो वो 0.97 आ जाएगा। 1.06 इंटू 0.97 माइनस 1, तो 2.82% आ रहा। ये लो, आया समझ में? उसी में रखते जा रहे हैं, वो उसका लॉजिक हमने देख लिया। इंडियन रुपी एप्रिशिएट्स ड्यूरिंग द ईयर बाय 5%। अब कैसे करोगे? ये तो सर डॉलर 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 चल रहा था, अब इंडियन रुपी एप्रिशिएट हो रही है, तो आप उसमें कैसे एडजस्ट करोगे? 5% डायरेक्ट लिख सकते हो क्या? नहीं। अब 5% उसमें डायरेक्ट नहीं, ये सारा डॉलर का था, फॉरेन करेंसी के साथ फॉरेन करेंसी एडजस्ट करोगे ना। रुपी के टाइम पे देख लो, यहाँ पे हम क्लियर बता देते हैं। अगर रुपी एप्रिशिएट हुआ 5% से, तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि आपका डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट होगा। ये तो डॉलर की जगह है ना, बेस करेंसी की। तो डॉलर को हमने डेप्रिशिएट कर दिया इन्होंने 5% से, उतने से ही। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये तो बहुत क्लियर है कि जितने से रुपी एप्रिशिएट होगा उतने से डॉलर डेप्रिशिएट नहीं होगा। वो फ़र्क आता है, पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंस्टीट्यूट ने लिया ऐसे सिचुएशन में कि जब आपके पास में और कोई डेटा नहीं है, तो आपको 5 ही माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसी के आसपास आएगा। सो 1.06 इंटू 0.95, दैट इज़ 7%। तो ये समझा, एप्रिशिएट हुआ है तो ऐड मत करो। बेस करेंसी में एप्रिशिएशन है तो फिर ऐड करोगे, बेस करेंसी में डिप्रिशिएशन है तो लेस करोगे, पर प्राइस करेंसी में एप्रिशिएशन है तो ये बताओ कि बेस करेंसी में क्या होगा? डेप्रिशिएशन, तो माइनस कर दो। और डेटा नहीं है तो हम डायरेक्ट 5% ही रखेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब विल योर आंसर डिफर्स इफ मिस्टर मैनमन इन्वेस्ट इन बॉन्ड जस्ट बिफोर द इंटरेस्ट इज पेबल। क्या आपका आंसर बदलेगा अगर इंटरेस्ट पे करने के जस्ट पहले बॉन्ड में हम इन्वेस्ट करते? हमारा आंसर क्यों बदलेगा? इंटरेस्ट पे करने के पहले बदलते तो नहीं। इंटरेस्ट तो एक्रू हो जाए या पे हो जाए, हम तो एक्रू रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं। और आंसर विल नॉट डिफर, आंसर वर्ड कहाँ गया भाई? सीधा सीधा नो लिख दिया, ख़त्म कहानी। देखो, इंटरेस्ट पे करने के पहले भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इंटरेस्ट तो आपको मिलना ही है, वो $3 का बॉन्ड में कर रहे हो। हाँ, ये प्रैक्टिकली हो सकता है कि $100 में नहीं, फिर आपकी प्राइस अलग बदल जाएगी। वो यहाँ पे इतना चेंज ज़्यादा पूछा नहीं है, इसलिए इन्होंने सीधा सीधा जवाब दे दिया। छोटा मोटा फ़र्क पड़ता है इंटरेस्ट।
आगे चले सर, काफ़ी आसान था, बस 2-3 चीज़ें इसमें जो सीखनी थी आपने सीख लिया। अब इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद आता हूँ। बाय बाय। आइए सर क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन में हम इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी और प्रीमियम और एप्रिसिएशन जो होता है करेंसी में, उनका इस्तेमाल करेंगे। द फॉलोइंग टेबल शोज इंटरेस्ट रेट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर एंड फ्रेंच फ्रैंक। द स्पॉट एक्सचेंज रेट आपको 7.0 फ्रैंक्स पर डॉलर दिया है। जब भी कभी ऐसा होना आप लिख लो सर, स्पॉट ऐसा लिखो, आगे में लिखो क्या लिखा है, फ्रैंक्स पर डॉलर। तो ठीक है, हम लिख लेंगे फ्रैंक्स पर डॉलर, यूएस डॉलर 7.05। ठीक है, तो यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि आपको फ्रैंक्स जो है, अगर आप इसे डायरेक्ट कोट मानते हो, देखो ना हमारा फ्रांस हमारी कंट्री है, ना यूनाइटेड स्टेट्स हमारी होम कंट्री है, तो जो कोटेशन दिया है उसको अगर डायरेक्ट लेके चलो तो ये आपकी होम करेंसी होती है और ये आपकी फॉरेन करेंसी होती है। जो आपकी होम करेंसी होती है वो प्राइस में होती है अगर डायरेक्ट कोट है तो। सो हम ऐसा लेके चलते हैं, इसको अज्यूम करते हैं डायरेक्ट। अब आप बोलोगे सर डायरेक्ट ही क्यों अज्यूम करा, इनडायरेक्ट क्यों नहीं अज्यूम करा? तो देखो, जब तक बताया नहीं जाता तब तक हम उल्टा काम नहीं करते। सो एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बोलूँ कि 5 कदम चल के दिखाओ, तो ऐसा नहीं होता कि वो 5 कदम बंदा पीछे चलता है ऐसे दिख 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 दिख, ऐसा नहीं चलता, वो ऐसे 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 चलता है। ठीक है ना? सो जब तक स्पेशली बताया नहीं जाता उल्टा काम नहीं करना चाहिए। तो ये भी वही है, हम जैसा दिया है उसको वैसा ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, कंप्लीट द मिसिंग एंट्रीज। अब आप देख सकते हो आपको डॉलर का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ये एनुअली कंपाउंडेड जो है उसका एज सच कुछ खास इस्तेमाल नहीं करा गया, सो आप इसको इग्नोर करके चल सकते हैं। डॉलर इंटरेस्ट रेट यानी कि ये RF हो गया आपका इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी में फॉरेन कंट्री का रेट। फ्रैंक इंटरेस्ट रेट ये आपका RD बन गया। ठीक है, जैसे ही आपने इस पर्टिकुलर कोट को अज्यूम इंटरप्रेट कर लिया प्रॉपर तरीके से, वैसे ही आगे की चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। फॉरवर्ड फ्रैंक पर डॉलर आपको दिया हुआ है और फॉरवर्ड डिस्काउंट पर फ्रैंक परसेंट पर ईयर आपको दिया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज डिस्काउंट ऑन फ्रैंक या फिर आप बोलो डेप्रीशिएशन ऑन फ्रैंक। और आप ध्यान देना, फ्रैंक आपकी प्राइस करेंसी है जिसमें एप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन की बात कर रहे हैं। प्राइस करेंसी का एप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन का फॉर्मूला बताओ सर। बहुत सिंपल है, आप करोगे S माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ, ये हो गया उस पीरियड का। ठीक है, इंटू 12/n इंटू 100 करके ये परसेंटेज आया हुआ है। ठीक है, सो आपको एनुअल निकालना है जहाँ पे मिसिंग एंट्री है। तो अगर मैं 3 महीने वाला फिगर ले रहा हूँ तो 12/n की जगह 3 रखूँगा, n में 3 रखूँगा। ठीक है, अब आपको मिसिंग एंट्रीज निकालनी है। सबसे पहले हम 3 महीने वाला पार्ट लेते हैं। आपको क्या निकालना है वहाँ पे? फॉरवर्ड रेट निकालना है और डिस्काउंट निकालना है। सो 2 फॉर्मूले ना सर आप यहाँ पे लिख लो। अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी 1 + RD डिवाइडेड बाय 1 + RF इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय S। और आपका प्रीमियम और उसका फॉर्मूला S माइनस एफ बाय एफ इंटू 12/n इंटू 100। तो ये 2 चीज़ें आपको निकालनी है। फॉरवर्ड रेट निकालना है, मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ फॉरवर्ड रेट निकालना है। तो सबसे पहले देखो बाकी की 3 डिटेल दी हुई है क्या? RD दिया है, RF दिया है और स्पॉट रेट दिया है। तो सबसे पहले आपका ये निकल जाएगा फॉरवर्ड। उसी फॉरवर्ड को नीचे वाले फॉर्मूले में आप इस्तेमाल करोगे तो आपका ये भी निकल जाएगा। 12/n करना ना भूले। आया क्लियर हुआ? ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ। फटाफट निकाल लेंगे सर इसको, तो सॉल्व तो नहीं करेंगे। ये देखो ऐसा 7.19 आया फॉरवर्ड का रेट। अब अगर हम प्रीमियम डिस्काउंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो क्या होगा, थोड़ा सा जानिए। एफ नहीं, यहाँ पे तो ये फॉर्मूला है S माइनस एफ बाय एफ, यानी कि 7.05 माइनस 7.19 डिवाइडेड बाय 7.05 इंटू 12/3 करूँगा मैं। ठीक है, अब एक बार मैं इससे सॉल्व करता हूँ, फिर उसके साथ आपको कुछ बताऊँगा। सो दैट समवेयर अराउंड 7.94%। ठीक है, पर एनम। अब आपने एक चीज़ समझी होगी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी में अकॉर्डिंग टू IRPT इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस होता है इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू प्रीमियम या डिस्काउंट इन अ करेंसी। ठीक है, अब वो बेस भी हो सकता है, वो होम करेंसी भी, अपना प्राइस करेंसी भी हो सकता है, बिकॉज दोनों आसपास ही होते हैं।
सो आपने अभी अभी जो निकाला वो ये वाले फॉर्मूले से निकाला 7.94%, मानते हो बात को? ठीक है, अब आप इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस निकालो सर। मैं पीछे जाता हूँ, वो जो मैंने निकाला पर एनम था और यहाँ पे भी जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो पर एनम ही है। जस्ट अ सेकंड, कभी कभी इसको दौरे आते हैं। ये देखो एन्युअली कंपाउंडेड लिखा है ना, तो ये जो है आपको 11.5%, 19.5%, ये पर एनम ही है। अब आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो सर। आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो वो 7% आएगा, 8% आ रहा है। ठीक है, 8 का डिफरेंस है, सो दिस इज 8%। तो क्या हम डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को ही प्रीमियम या डिस्काउंट बोल सकते थे? हाँ सर, बिल्कुल बोल सकते हो। तो आपके पास दो तरीके हो गए निकालने के। अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा, ये एग्जैक्ट आ गया 7.94%, ये अप्रॉक्सीमेट आ गया उसी के आसपास है। तो इंस्टीट्यूट ने जो करा है, ये पहला 3 महीने वाले पार्ट का ये पहला आंसर था और ये दूसरा आंसर है। ये देखो इन्होंने क्या करा, दोनों के रेट के डिफरेंस निकाल लिया और बोल दिया कि यही अपना डिस्काउंट रहेगा। सही बात है, गलत नहीं है, थ्योरी के हिसाब से ये सही है। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली इन्होंने दूसरे तरीके से आंसर निकाला तो 0.4 नहीं आना चाहिए। हाँ, अब देखो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा ये ऑल्टरनेटिव आंसर इंस्टीट्यूट का, रीज़न मैं बताता हूँ। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो रेट है उसको इनडायरेक्ट का इनडायरेक्ट करा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करने में, आप राउंडिंग ऑफ में फंस जाते हो। तो ये जो आंसर आएगा फिर ये राउंडिंग ऑफ में आपका गलत आंसर हो जाता है। अब इन्होंने क्या f-s/s ही करा है ना, f-s/f करा है। जस्ट अ सेकेंड ना, 1 डिवाइडेड बाई 7.05, तो ये तो स्पॉट ही हुआ, स्पॉट माइनस f, so this is going to be a wrong answer. वन ईयर फॉरवर्ड रेट अलग से निकाला, डबल निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। 0.132 का इन्वर्स करना 7.58 आता है ना, मत फॉलो करो, थोड़ा सा गलत है आंसर ये। ठीक है, बाकी यहाँ तक आपका सही था, 8% जो आ रहा। आप ही देख लो ऑल्टरनेटिव भी आंसर इनका 7% आ रहा। इतना डिफरेंस नहीं रहना चाहिए कि 8 और 7 ही आ जाए। हमारा क्या आया यहाँ पे, 8% आया और 7.94 आया, दैट इज स्टिल एक्सेप्टेबल। अप्रॉक्सीमेट का भी तो कोई सीमा होती है ना। दूसरा वाला पार्ट लेते हैं। अब देखो दूसरे पार्ट में आपको फ्रैंक का इंटरेस्ट रेट निकालना है, यानी कि RD निकालना है और F निकालना है। ठीक है, अब आप को ये वाला इक्वेशन पहले रखोगे तो आपको ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, तो आप ये इक्वेशन पहले रख ही नहीं सकते क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल अननोन है। आप ये रखो, इसमें आपको S पता है, F नहीं पता, और डिस्काउंट का परसेंटेज भी पता है ना, कितना है वो 6.3%, और वो डिस्काउंट है तो ध्यान देना सर नेगेटिव आएगा। वो उन्होंने लिखा जानबूझ के नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट बोल दिया तो कहानी ख़त्म। तो अब आप इस इक्वेशन में रखोगे 0.0603 या 6.3 भी रख लो, 6.3 इज इक्वल टू स्पॉट रेट 7.05 माइनस f/f इंटू 12/6 करोगे इस बार, इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका फॉरवर्ड रेट निकल के आएगा, और इसी फॉरवर्ड रेट को आप इस फॉर्मूले में रखना। ठीक है, इस फॉर्मूले में रखोगे तो आपका RD भी निकल के आएगा, लेकिन वो RD होगा 6 महीने का सर, ध्यान देना। ये सारे रेट्स 6 महीने के, नीचे RF भी 6 महीने का लेना है आपको। तो RD 6 महीने का आएगा, उसको डबल कर देना, कहानी ख़त्म। अब मैं आगे चलता हूँ 1 ईयर वाला। यही 2 फॉर्मूले हर बार इस्तेमाल होंगे। अब आपको यहाँ पे RF निकालना है ये, और डिस्काउंट का परसेंटेज भी निकालना है। आपको स्पॉट रेट दिया है, आपको फॉरवर्ड रेट भी दिया है, आप फिर से ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो सर, डिस्काउंट वाला। स्पॉट और फॉरवर्ड दोनों दिया हुआ है आपको, तो आप इसमें डिस्काउंट निकाल लोगे, ये यहाँ जो 6.3 आया था। इसके बाद आप इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी भी रखोगे तो आपको RD दिया हुआ है 20%, आपको फॉरवर्ड और स्पॉट वो भी दिया हुआ है, तो आपका RF भी निकल जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें कन्वर्जन भी नहीं करना क्योंकि ये साल भर का रेट है। तो ये 2-3 बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस क्वेश्चन के तहत। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये है कंप्लीट एंट्रीज। ये जो लिखा है, आई विल नॉट सजेस्ट टू यू टू गो विद दिस 7.04%, 8% इज स्टिल द करेक्ट आंसर।
बाकी का आपका प्रैक्टिस के साथ आएगा, ज़रूर करना सर। देखो सर, क्वेश्चन नंबर 12 अब आपके सामने में है। एक जर्मन सब्सिडरी है, जर्मनी में है, उसकी पेरेंट बैंक यूएस में है। जर्मनी में उसको 1 लाख यूरोस का लोन चाहिए क्योंकि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। अगले 12 महीने के लिए 1 लाख यूरोस चाहिए। मैं लोन जर्मनी से भी ले सकता हूँ, यूएस से भी ले सकता हूँ और स्विस बैंक से भी ले सकता हूँ। अगर मैं जर्मनी से लूँगा तो मुझे यूरो का लोन मिलेगा, लेकिन अगर मैं बाहर जाता हूँ यूएस में तो डॉलर का लोन मिलता है, और अगर स्विस फ्रैंक से लूँगा तो सीएचएफ का लोन यानी स्विस फ्रैंक का लोन मिलेगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात समझो, बैंक्स इन जर्मनी चार्ज करती है एडिशनल 0.25% टुवर्ड्स लोन सर्विसिंग, यानी कि मेरे को 5% तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 0.25 भी देना पड़ेगा। मेरी नेट कॉस्ट आ गई 5.25%, और मेरे को लोन भी यूरो में चाहिए था, यूरो में मिला। बहुत कूल। पर अगर आप यूएस जाते हो तो ध्यान दो कि आपको लोन यूरो में चाहिए लेकिन मिलेगा यूएस से तो डॉलर में, राइट। तो अब यहाँ के दोनों कंट्री के इंटरेस्ट रेट और स्पॉट फॉरवर्ड रेट का डिफरेंस आपको लेना पड़ेगा। देखो यहाँ क्वेश्चन में ना स्पॉट रेट दिया है ना फॉरवर्ड रेट दिया है, तो जो खेल खेलना पड़ेगा वो है दोनों कंट्री के बीच में जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस आता है उससे। ध्यान दोगे सर, आज मार्केट में स्पॉट रेट कुछ भी रहे, पर कल जो फॉरवर्ड रेट रहता है, इन दोनों के बीच जो एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन आपका आता है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस इन दोनों कंट्री के बीच का। ठीक है, और वही हमारे लिए काफ़ी रहेगा। ध्यान देना, अगर मैं यूएस से लोन लेने जाता हूँ, ठीक है, मैं सिचुएशन यहाँ पे आपको बना के देता हूँ, ये रही टाइमलाइन है। अगर आप 1 लाख यूरोस का लोन लेने जाते हो अमेरिका से, तो सबसे पहले तो आपको डॉलर पर यूरो का रेट देखो। लेट्स से एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, $1.20 का 1 यूरो आता है, तो आपको कितने डॉलर लगेंगे सर? 1,20,000 डॉलर लगेंगे यूएस से। वहाँ से उतना लोन लोगे तब जाके आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। अब आपने लोन ले लिया तो आप इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे। साल के अंत में इंटरेस्ट का पेमेंट कितना आएगा सर? $4,800 का, है ना, 4% से। अब थोड़ा सा ध्यान दो विथ होल्डिंग टैक्स कैसे काम करता है। ये $4,800 आपका टैक्स काटने के बाद का अमाउंट है, यानी कि बैंक को तो इतना देना है, आपको गवर्नमेंट को भी देना है, वो है 8% का टैक्स, 8% का विथ होल्डिंग टैक्स। सो जनरली जो 8% का टैक्स लगता है वो आपके 4,800 पे नहीं लगेगा। 8% का टैक्स काटने के बाद की अमाउंट होनी चाहिए 4,800। सो 100 में से 8 माइनस करोगे तब जाके ये 92% होना चाहिए, ये 8% होना चाहिए, और जो 8% लग रहा है वो है ये 100% वाली अमाउंट। सिंपल, ठीक है। सो 4,800 को 92% से डिवाइड करोगे तो आपको एग्जैक्ट डॉलर मिल जाएंगे 5217.39। दिस इज गोइंग टू बी योर कॉस्ट माइनस 4,800, यानी कि $417.39 आपको गवर्नमेंट को देने हैं, $4,800 आपको बैंक को देने हैं, तब जाके आपका पूरा पेमेंट होगा। यस सर, पेमेंट करना पड़ता है। अब आप निकालो कि ये जो $5,217 का जो टोटल कॉस्ट आपको यूएस में पड़ा है वो कितने परसेंट था डॉलर पे। पर हमें ये भी काम का नहीं, हमें तो यूरो पे कितना परसेंट पड़ रहा है ये निकालना है। ठीक है, पहले डॉलर पे निकाल लो। 5,217.39 डिवाइडेड बाई 1,20,000 करोगे तो वो आता है आपका 4.35%। नोटिस करना, ठीक है। या आप बहुत सिंपल भाषा में एक काम और कर सकते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये स्पॉट रेट 1.20 ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो 4.35 निकाले कैसे सर? 4% को 92% मान लो, 4 को 92% मान लो, 4 डिवाइडेड बाई 92% करोगे तो अपने आप आपका रेट यहाँ पे आ जाएगा 4.35%। और चाहिए क्या? अल्टीमेटली यही तो निकालना था। ठीक है, तो आपने यही चीज़ करी, 4% को 92% मान लिया, क्योंकि ये पेमेंट जो करना है 8% का टैक्स करने के बाद का अमाउंट होना चाहिए, बाद का। ठीक है, 4 के ऊपर 8 नहीं लगेगा, 8 लगने के बाद जो कट के बचा अमाउंट वो होना चाहिए 4। सो ये आ गया आपका 4.35%। पर थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो इंटरेस्ट की कॉस्ट बैठी है ये डॉलर में है अभी भी। आप जर्मनी से हो, आपको सारी कॉस्ट कंपेयर करना है तो यूरो में ही कंपेयर करोगे कि 1 लाख के यूरो के लिए नेट कॉस्ट कितनी पड़ी। बहुत बढ़िया। अब आप थोड़ा सा वापस यहाँ पे आ जाओ। अब आप जब पूरा पैसा वापस लेके आओगे, थोड़ा सा ध्यान देना, वापस नहीं सॉरी, यहाँ से तो 1.20 लेके आ गए थे। अब आप ये बताओ कि
आखिरी में आपको पेमेंट कितना करना है डॉलर का, रीपे करोगे बोरोइंग को, इतने डॉलर का तो इंटरेस्ट हो गया और इतने डॉलर का आपका प्रिंसिपल भी तो रीपे करोगे, तो टोटल पेमेंट कितने का आएगा, 1,20,000 प्लस इंटरेस्ट, 5217.39। ठीक है, ये जो टोटल पेमेंट आ रहा है मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आपका नेट कॉस्ट है 125,217.39। नंबर्स छोड़ दो, अभी आपके कोई काम के नहीं है। अब आपको उस दिन उतने डॉलर खरीदना पड़ेगा ना अपनी जर्मनी में, उतने डॉलर खरीद के आप रीपेमेंट करोगे, है ना, इतने डॉलर खरीद के आप रीपेमेंट करोगे। तो ध्यान दो उस दिन का रेट क्या होगा डॉलर पर यूरो का। अब ये बताओ सर, अब उस दिन का रेट डिपेंड करता है हमारे इंटरेस्ट रेट पे, जर्मनी और यूएस के। अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी हम रेट अगर लगाते हैं तो 1+RD। अब ये देखना, ये कोट आपका जो है, अगर आप जर्मनी से हो तो ये कोट आपके लिए इनडायरेक्ट कोट है, क्योंकि आपकी करेंसी यूरो बेस करेंसी है। तो ऐसे में फॉर्मूला मैं ले लूँगा RF को ऊपर डिवाइडेड बाय 1+RD इज इक्वल टू F/S। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ ऐसे, फिर ध्यान देने, हम पर एनम ही निकाल रहे, तो जर्मनी का रेट, यूएस का रेट हो गया 4%, मेरे कंट्री का रेट हो गया 5%, 1.04/1.05 इंटू 1.20 कर लूँगा। वन 1.04/1.05 इंटू 1.20, सो वो रेट आता है कुछ 1.1886। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1.1886। अब बताओ उतने डॉलर खरीदने के लिए वो रेट से आपको कितने यूरोस की रिक्वायरमेंट रहेगी, 125,217.39 डिवाइडेड 1.1886, आपको जो टोटल यूरोस लगेंगे वो है 105,349। सो उस दिन आप इतने यूरोस दोगे इस रेट से तो इतने डॉलर मिलेंगे, इसके अंदर आपका प्रिंसिपल है $1,20,000 का, वो रीपे कर दो, इंटरेस्ट भी $5,217 का है, वो भी रीपे कर दो, कहानी खत्म। अब आप सिर्फ यूरो में कॉस्ट निकालो, 1,00,000 यूरोस पाने के लिए आपकी साल भर की कॉस्ट कितनी थी, 1,05,349, यानी कि मैं कॉस्ट निकाल सकता हूँ 5.35%, सही बोल रहा हूँ, 5,349 यूरोज आपने एक्स्ट्रा दिए, दैट इज़ योर कॉस्ट। ये है आपकी फाइनल कॉस्ट यूरो में 5.35। सर अब ये भी बताओ कि ये 5.35 और निकालने का तरीका क्या है। बहुत सिंपल है सर, आपने देखा कि डॉलर की कॉस्ट कितनी पड़ी 4.35 और इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस कितना है सर, 5 और 4% का डिफरेंस है 1%, ये 1% ऐड कर दो, 5.35 आ गया आपका फाइनल कॉस्ट। नॉर्मली आंसर यही होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा एक प्रॉब्लम करा है कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को उन्होंने सिर्फ प्रिंसिपल पे लगाया है, इंटरेस्ट पे नहीं लगाया। सो उनका कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगले पेज पे ये रहा। ये वाला पार्ट से तो मैं भी सेटिस्फाइड हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 4% को उन्होंने 92% माना तो आपने ग्रॉसअप कर लिया, ये एक्चुअली नेट अमाउंट थी, आपने ग्रॉसअप करा तो 4.35 आ गया। उसके बाद उन्होंने डॉलर कितना प्रीमियम पे हुआ, डॉलर प्रीमियम पे जाएगा क्या, पहले तो ये सोचो। IRPT के हिसाब से जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट कम होता है उस कंट्री की करेंसी अप्रिशिएट होती है, यहाँ डॉलर अप्रिशिएट होगा। सो जो भी है चलो छोड़ो, 5 और 4% का ये जो डिफरेंस कितना आया, 1% का आया ना, और वो भी डॉलर अप्रिशिएट होना चाहिए। तो 1% सीधा ना लगाते हुए हमने 1.05/1.04 करा, हमारा रेट है ये ज़्यादा वाला, ये US का रेट है, तो हमने को आंसर आया 0.96, 1% ना आते हुए वो आया 0.96, तो इससे आपका आंसर आ गया 5.31%। अब आप बोलोगे कि सर ये भी तो ठीक है, देखो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने भी लगाया वही था, पर आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो आपकी कॉस्ट ही 5.35 की आ रही है। अगर आप नंबर्स डाल के देखो ना, प्लस माइनस छोड़ो, आप कोई भी एक फिगर ले लो और उससे सारा कैलकुलेशन करो, आपका यही आंसर आएगा 5.35 का। तो आंसर तो करेक्ट 5.35 ही है, तो वो लॉजिकली तो 4.35 में 1% ऐड करके ही आता है, वो 1% आया इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब आपको और अगर डिटेल में इसको समझना है, वैसे तो काफ़ी हो गया,
पर अगर आपको और डिटेल में समझना है तो ये चीज़ समझो कि 5 और 4% जो है वो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो प्रिंसिपल भी लगेगा सर, इंटरेस्ट पे भी लगेगा। जैसे इन्फ्लेशन वगैरह होता है तो वो ये नहीं देखता कि भैया मैं पापा को पैसे भेज रहा हूँ कि मम्मी को भेज रहा हूँ यूएस में। कैश फ्लो होती है, वैसे प्रिंसिपल भी कैश फ्लो है, इंटरेस्ट भी कैश फ्लो है। तो उस चीज़ का इम्पैक्ट सिर्फ प्रिंसिपल पे लेना गलत है, आप इंटरेस्ट पे भी लोगे। सो इट शुड हैव बीन लाइक दिस, ध्यान देना थोड़ा सा। 1 पॉइंट ये जो इन्होंने ऐड करा, अगर ऐसा ही करना है तो ये भी किस तरह से होना चाहिए था ये भी मैं बता देता हूँ। 1.0435 1 प्लस नॉमिनल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस आपका इंटरेस्ट रेट ले लो यहाँ पे। रियल रेट 1.0435 इंटू 1.000096, ये करके देखो क्या आता है। वो आंसर आएगा 1.0535। सो नॉमिनल रेट शुड बी इक्वल टू 5.35%। ठीक है, अब आपको समझ में आया, ये भी तो 5.35 आना चाहिए। तो ये 0.96 जो है सीधा ऐड करने के बजाय इस तरीके से निकालेंगे तो आपका प्रॉपर आंसर आता है, प्रॉपर कॉस्ट निकल के आती है 5.35। ठीक है, चलो ठीक है, आप इसी तरह से जाना अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। ये हो गया यूएस वाला केस। समराइज करता हूँ सर, आपको तो मैंने बहुत डिटेल में जाके बता दिया पर आंसर बहुत सिंपल तरीके से निकला हुआ है। आप इतना समझो कि अगर आपको लोन इस करेंसी में चाहिए और उठाना यहाँ से पड़ रहा है तो सबसे पहले डॉलर की कॉस्ट निकाल लो 4.35, फिर डॉलर से यूरो में कन्वर्ट करने के लिए क्या आता है सर, इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है ना, दोनों कंट्री के बीच के जो इंटरेस्ट रेट है बस वो एडजस्ट कर दो। दो ही चीज़ें एडजस्ट करनी है। इसके बाद आप जब स्विस फ्रैंक में डील करोगे तो एग्जैक्ट ऐसे ही करोगे। 3% को 92% मानो तो आपका कॉस्ट निकल के आ जाएगा 3.26। ठीक है, 3.26 ये आ गया। अब आप क्या करोगे सर, अगर सिंपल तरीके से जाना है तो 5 और 3% का जो डिफरेंस है वो है 2% का है, और स्विस फ्रैंक अप्रिशिएट ही हो रहा है क्योंकि रेट कम है, तो आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पे 5.26%। अदरवाइज एज ऑल्सो, मैं अगर आपको ये भी करके दिखाऊँ, आपके पास में टाइम होगा, चलो जाने दो यार, आप ये कर लेना क्योंकि अपने पास टाइम कम है। तो एक ये हो गया। इसके बाद अगर हम IRPT से भी जाते हैं तो 1.05 डिवाइडेड बाई 1.03 माइनस 1, सॉरी मैंने गलत लिया क्या, नहीं ना, सही है। 1.94% का वो आ रहा है, ये रहा 1.94%। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो। 5.26 आंसर आया था, इनका आंसर 5.20 आया क्योंकि सीधा सीधा हमने ऐड कर दिया। अगर हम ऐसा करते 1.0326 रियल रेट इंटू 1.0194 इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट मान लो, इन्फ्लेशन तो नहीं बोल सकते, तो आंसर क्या आता है 1.0526, तो आंसर आया 5.26%। ठीक है, आया समझ में। तो 2% डायरेक्ट ऐड करो अगर इंटरेस्ट में ऐड करना है तो, नहीं तो ऐसे करो। इसमें मतलब क्या निकलता है, आप ध्यान देना कि आप ये 1.94% जो है ये आप इंटरेस्ट में तो ऐड कर ही रहे हो प्लस प्रिंसिपल पे भी लगा रहे हो। तो इन्होंने यहाँ पे यही गलती करी कि इन्होंने इसको सिर्फ इंटरेस्ट में ऐड कर दिया, प्रिंसिपल पे लगाया नहीं, तो वो डिफरेंस आ गया। ठीक है सर, इतना सा समझ में आया। सो अब आप बताओ कि कहाँ से लोन लेना सही रहेगा। देखो अगर आप यूरो से लेते हो, यूरोप से लेते हो तो 5.25 है, यहाँ 5.31 है और यहाँ 5.20 है। तो ये इनके हिसाब से ये कॉस्ट सबसे कम है स्विस फ्रैंक में लेना, ये हमने ले लिया। एग्ज़ाम में आए तो ऐसा ही करो जब तक और ज़्यादा क्लैरिटी ना आए। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझाते हैं। देखो, फॉलोइंग आर द स्पॉट एक्सचेंज रेट कोटेड एट 3 डिफरेंट मार्केट। एक्सचेंज रेट आपको दिए हुए हैं अलग अलग मार्केट में। अब जैसे कि मैंने सबसे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि इंस्टीट्यूट थोड़ा गड़बड़ कर सकता है, हाँ पर यहाँ तो नहीं करा हुआ है, यहाँ एग्जैक्टली ISO कोड में ही उन्होंने लिखा है। अब यहाँ से मैं जनरली आंसर हिसाब किताब लगाऊंगा कि 48.30 जो मुंबई में रेट दिया हुआ है वो डॉलर तो नहीं हो सकता, वो रुपीज़ है सर। सो मैं ISO कोड की तरह से पढ़ूंगा 48.30 रुपीज़ पर डॉलर। तो ये वाला पार्ट जो है ये मेरी बेस करेंसी हो गई, ये वाला पार्ट मेरी प्राइस करेंसी हो गई।
ठीक है, रेट्स आपको दिए। आर्बिट्रेजर, आर्बिट्रेजर का क्या काम होता है सर? देखो, हेजर का काम होता है रिस्क को कम करना। आगे बहुत सारे क्वेश्चन हेजिंग के देखेंगे। स्पेकुलेटर का काम होता है भैया आप रिस्क ले लो, फॉरवर्ड फ्यूचर अपने मन से ले लो और क्लोज कर दो ताकि आप ज़्यादा गेन कमा सको। पर आर्बिट्रेजर का काम होता है कि कोई भी एक रेट को, चीज़ को, प्रोडक्ट के प्राइस को मार्केट में पता करो कि कहाँ सस्ता मिल रहा है और कहाँ महंगा मिल रहा है। जहाँ से सस्ता मिल रहा है खरीदो, जहाँ पे महंगा है बेचो, आपको प्रॉफिट होगा। अब आर्बिट्रेजर के पास में $1,00,000 पड़े हुए हैं। सबसे पहली चीज जो वो करेगा वो है $1,00,000 को बेचेगा, है ना, है बोल रहा है। तो वो जब बेचेगा तो आप ये पता करो कि डॉलर कहाँ महंगा बिक रहा है, क्योंकि मैं बेचना तो महंगा चाहता हूँ। तो आपके पास डॉलर का एक ये रेट है 48.30। ऐसे में आप क्या करोगे, बाकी दो रेट्स जो आपको दिए हैं ऑटोमेटिकली क्रॉस रेट निकाल लो इनका रुपीस पर डॉलर का, और पता करो 48.30 से वो ज़्यादा आ रहा है क्या। अगर वो ज़्यादा आया इसका मतलब डॉलर को इन दोनों मार्केट में बेचना ज़्यादा सही रहेगा, यानी यहाँ पे खरीदना ज़्यादा सही रहेगा। मैं 3 मार्केट को 2 मार्केट में डिवाइड कर देता हूँ सिर्फ। एक तो मुंबई का मार्केट हो गया जहाँ डॉलर क्लियरली दिया हुआ है, एक मार्केट में बना लेता हूँ इनका। मैं रुपीज़ में काम करूँगा ना, इसलिए मैंने पहले डॉलर को, आप इसको भी मार्केट बना सकते हो डॉलर का, फिर इन दोनों को क्रॉस रेट में लेना पड़ेगा। चलो जैसे भी है, मैं सिंपल कैलकुलेशन रखना चाहूँगा। तो मैंने डॉलर मुंबई को एक मार्केट बनाया और दूसरा मार्केट है इन दोनों का मेरा क्रॉस, ठीक है। सो मैंने कैलकुलेशन कैसे करे ध्यान देना सर। मैंने मुंबई में देखा 48.30 का रेट चल रहा है डॉलर का रुपीज़ में। अब आप निकाल लो लंदन और न्यूयॉर्क से घुमा के लाओगे तो डॉलर कितना पड़ेगा। क्रॉस रेट है, क्रॉस रेट कैसे निकालोगे, आपको चाहिए USD INR का, तो आप लोगे USD बाय GBP और इंटू GBP बाय INR, है ना। इस तरह से GBP कैंसिल हो जाएगा। अब सबसे पहले तो देखो जैसा चाहिए वैसा ही दिया है क्या। ये दिया है GBP बाय USD, यहाँ है USD बाय GBP। तो मैं क्या करूँगा, 1 डिवाइडेड बाय GBP USD कर लिया डायरेक्ट को इनडायरेक्ट। दूसरा मुझे चाहिए GBP INR, दिया हुआ है GBP INR, कहानी ख़त्म, वैसा का वैसा ही 77.52। सो मैंने ले लिया 77.52 डिवाइडेड बाय 1.6231, मेरा रेट आ गया, वो आ गया 47.76। अब ध्यान देना, अगर मैं डॉलर लंदन और न्यूयॉर्क से घुमा के बेचता हूँ तो वो पड़ेगा मेरे को 47.76 का, ठीक है। यह है लंदन और न्यूयॉर्क का मार्केट, यह है मुंबई का मार्केट। अब आप बताओ, आपके पास डॉलर है ना, तो आप पहली चीज़ क्या करोगे, बेचोगे। चलो ये छोड़ भी दो, आप बताओ रुपीस पर डॉलर का 2 मार्केट में मैंने रेट निकाल लिया, कहाँ बेचोगे कहाँ खरीदोगे। सिंपल है सर, मुंबई में बेचेंगे, वहाँ ज़्यादा पैसा मिल रहा है, 48 रुपये इज मोर देन 47। सो यू सेल डॉलर हियर एंड बाय द डॉलर बैक फ्रॉम लंदन एंड न्यूयॉर्क। सो अब धीरे धीरे आपके ट्रांजेक्शन्स बन जाएंगे। ध्यान देना कैसे, आर्बिट्राज करने का यही एक तरीका है। सबसे पहले कोई भी चीज़ ढूंढो कि कहाँ सस्ती और महंगी है। हमारे पास डॉलर थे इसलिए हमने डॉलर को ढूंढा, डॉलर के 2 रेट निकाले। अब मेरा ये कंफर्म हो गया कि मैं डॉलर को यहाँ पे बेचूंगा, ठीक है। अब मैं डॉलर को बेचूंगा तो मेरे पास क्या आएगा सर, वहाँ से देख लो, दूसरी करेंसी INR आएगा। रुपीज़ आएगा तो रुपीज़ और कहाँ बिक रहा है, दूसरे मार्केट में, इसी मार्केट में बिक रहा है। तो डॉलर, ध्यान देना कैसे ट्रांजैक्शंस बन रहे हैं। अब डॉलर बेच के रुपी आपने बाय करा, अब ये रुपी बेच के आप क्या बाय करोगे, पाउंड बाय कर लो, जितने भी आ रहे हैं सारा बेच दो, और जितने भी पाउंड आ रहे हैं उसको बेच के यहाँ पे डॉलर बाय कर लो, ठीक है। आखिरी में ये जो डॉलर थे और ये जो डॉलर है इसका डिफरेंस निकाल लो, आपका गेन आएगा। गेन फॉर श्योर आएगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लिया था महंगे मार्केट में डॉलर को बेचूंगा, सस्ते मार्केट में डॉलर को खरीदूंगा। कैसे डिसाइड हुआ था, पता करके कि कहाँ सस्ता और कहाँ महंगा है। हमने एक रेट को कांस्टेंट ले लिया, बाकी 2 रेट के साथ खेल के निकाल लिया ये।
सो आपका डिफरेंस जो आया वापस जब आपने खरीदा तो आपके पास ज़्यादा डॉलर आए 1,12,968.26। ख़त्म। यही ट्रांजेक्शन्स दिखाने आपको, देख लेना। इस तरह से आर्बिट्राज के ट्रांजेक्शन सर किए जाते हैं। देख रहे हो, आपने 1 करोड़ डॉलर बेचे यहाँ पे इंडिया में, मुंबई में बेचे, फिर उसी पैसों से वो पूरा पैसा आपने लंदन में बेचा, जीबीपी खरीदा, और वो जीबीपी न्यूयॉर्क में बेच के वापस डॉलर खरीदा, तो आपके पास ज़्यादा डॉलर आए। ये हमेशा गेन में ही रिजल्ट होगा। जहाँ कहीं भी आपने पढ़ा होगा या कोई किताब में पढ़ा होगा कि पहले यहाँ से करके देख लो फिर यहाँ से करके देख लो, भाई आपके पास टाइम नहीं है। और प्रैक्टिकल लाइफ में आर्बिट्रेजर कभी ऐसा नहीं करता। अगर आर्बिट्रेजर भी ऐसे करके देख लो ऐसे करके देख लो करेगा तो उसका तो नुकसान हो गया। आप बोलोगे नुकसान में से कोई एक चीज़ चूज़ कर लो, प्रॉफिट यहाँ आ रहा है तो ये वाला ट्रांजेक्शन करेंगे। सो ऐसा नहीं होता। आप पहले पता कर लो फ़ायदा कहाँ है और सिर्फ वही ट्रांजेक्शन करो, टेस्टिंग मत करो। उसी को बोलते हैं आर्बिट्राज के ट्रांजेक्शन करना, पता लगाना। आई होप आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया एक बार फिर से पूछना। मैं समराइज़ कर देता हूँ। कोई भी चीज़ जो आपके क्वेश्चन में दिया डॉलर, तो डॉलर पता करो दो मार्केट में रेट क्या है। हमने ले लिया यहाँ पे। आप और एक तरीके से कर सकते हो। आप यहाँ पे इसको कांस्टेंट ले लो। आपको पता चल गया ना कि यहाँ डॉलर बेच के मेरे को इतने जीबीपी मिलेंगे 1.6231 के रेट से। अब यहाँ पे आपकी क्योंकि इंडियन करेंसी नहीं आ रही तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ेगी, क्वेश्चन में मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए हमने इसको कांस्टेंट नहीं रखा। इसको कांस्टेंट रख के आप बाकी दो मार्केट में रेट निकाल सकते थे, जीबीपी बाय यूएसटी का, उसी चीज़ का रेट। चलो देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी पे। आओ सर देखो क्वेश्चन नंबर 14। अब आपका सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है और थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल आपका बढ़ेगा। एक अगर चीज़ आप यहाँ पे सीख गए तो आपको बहुत आसान हो जाएगा सर आगे आर्बिट्राज करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फॉरेक्स में एक और आती है वो ये है कि कौन सी करेंसी में बोरो करे और कौन सी करेंसी में इन्वेस्ट करे आर्बिट्राज के टाइम पे, यहाँ डिफ़िकल्टी आती है। ये अब हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। मैरी इज़ अ फॉरेक्स डीलर विद XYZ बैंक और उसने नोटिस करा नीचे दिए गए रेट्स, ठीक है। कनाडा की करेंसी है कैनेडियन डॉलर CAD, जर्मन डॉइचमार्क है DEM डॉइचमार्क, ठीक है। एक्सचेंज रेट आपको दिया हुआ है कैनेडियन डॉलर पर डॉइचमार्क। तो मैं अब इसको ना बार बार डॉइचमार्क नहीं बोलूँगा, DEM बोल लेंगे हम, थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है बोलने में डॉइचमार्क बार बार बोलने से। सो DEM हमारी बेस करेंसी है, ठीक है। कैनेडियन डॉलर हमारी प्राइस करेंसी है। अगर इस कोड को डायरेक्ट मानते हैं तो हमारी होम कंट्री ये हो जाती है, ठीक है। वैसा आज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता पर आगे ध्यान दो। और फॉरेन कंट्री ये हो जाती है। जनरली कुछ नहीं दिया तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट मानो और उस हिसाब से रेट इंटरप्रेट कर लो। आप इनडायरेक्ट भी मान के रेट इंटरप्रेट करोगे तो आंसर गलत नहीं आएगा। सो मानना ही है तो डायरेक्ट मानो। एक दूसरा, अगर आपने कैनेडियन डॉलर को होम करेंसी मान लिया है तो मेरा RD ये हो गया और RF ये हो गया। मानते हो बात को? ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, अज्यूमिंग दैट देर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिटरमाइन करो कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी होल्ड करती है क्या। देखो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी होल्ड करती है अगर इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के हिसाब से जो फॉरवर्ड रेट आना चाहिए वही फॉरवर्ड रेट यहाँ आता है। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के हिसाब से। 1+ दो चीज़ें से आंसर में निकालूंगा, सबसे पहले फॉरवर्ड रेट निकाल के या फिर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल निकाल के भी। RD डिवाइडेड बाई 1+ RF इज इक्वल टू F/S। और आपका 3 महीने का ही रेट है ये, तो ये रेट्स को भी 3 महीने में कन्वर्ट करो। मैं कन्वर्ट करके लिख देता हूँ। ये आएगा 1.75%, ये आएगा 2.25%, ठीक है। सो RD 1.0225, 1.0175 फॉरवर्ड बाय 0.775, ठीक है। ध्यान देना। तो ये आता है आपका फॉरवर्ड रेट 0.779। अब बहुत मामूली सा फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पे। फॉरवर्ड रेट 0.779 है जो कि यहाँ पे है 0.780, विच इज़ नॉट इक्वल टू द एक्चुअल। ये है थेरोटिकल रेट और ये है सर आपका एक्चुअल रेट। अब यहाँ पे यह आंसर यही आएगा कि ये दोनों मैच नहीं करते।
मैच नहीं करते, यानी कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी होल्ड नहीं करती। अब यहाँ पे थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट इज़ नॉट इक्वल टू एक्चुअल फॉरवर्ड रेट, IRPT डज नॉट होल्ड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसी चीज़ का दूसरे तरीके से आंसर कैसे दिया जा सकता था। अगर IRPT होल्ड करती है तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जो है दो कंट्री के बीच में शुड बी इक्वल टू फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना। इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस निकाल लो कितना है। आप नोटिस करोगे इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस आपका आ रहा है 0.5% का, मानते हो? ठीक है, यहाँ हमने लिख लिया कि यह है 0.50% का। और फॉरवर्ड प्रीमियम निकाल लो या डिस्काउंट निकाल लो। हम प्रीमियम निकाल लेते हैं। हम देख रहे हैं कि बेस करेंसी जो है 7.7 से 7.8 हो रही है, बढ़ रही है, तो बेस करेंसी अप्रिशिएट हो रही है। बेस करेंसी आपकी अप्रिशिएट हो रही है, आपका फॉर्मूला रहेगा F-S/S बेस करेंसी का इंटू 12/N। अगर आपको साल भर का निकालना है तो इससे कंपेयर करना है, तो 7 और 9% से इनका डिफरेंस आता है 2। अगर आप 2% से कंपेयर करोगे तो फिर पर एनम प्रीमियम निकालना पड़ेगा, या फिर अभी नॉर्मल निकाल लो तो 3 महीने से भी कंपेयर कर सकते हैं। 0.78 माइनस 0.775 डिवाइडेड बाय 0.775, तो वो आंसर आता है 0.65%, 645%। सो ये आ गया 0.645% का प्रीमियम। क्या निकाला हमने? प्रीमियम है DEM, एट DEM इज एट प्रीमियम। सो आपको लगता है IRD इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इज इक्वल टू फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट? नहीं, हमने कर दिया क्रॉस। अगर हम इसको नहीं बोलना चाहते तो हमने कर दिया क्रॉस। देयरफॉर IRPT डज नॉट होल्ड ट्रू। ठीक है, कहानी हो गई ख़त्म। ये तो पहला आपका क्वेश्चन। अब इंस्टीट्यूट ने कैसे आंसर सॉल्व करा है वो हम देखेंगे, ध्यान देना। फॉरवर्ड और स्पॉट को ही ले लिया, कोई बात नहीं। सिंस बोथ आर नॉट इक्वल इंटरेस्ट रेट पैरिटी डज नॉट होल्ड ट्रू। फॉरवर्ड रेट को डेसिमल ले लिया इन्होंने, इधर का भी ले लिया। अब दोनों में से कोई भी एक सॉल्व करते हैं, अल्टीमेटली वही आ रहा है। पॉइंट आपका मैच नहीं कर रहा। अब आगे देखो कैसे सॉल्व करना है। सिंस IRPT डज नॉट होल्ड टू, देयर इज एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। सेकंड वाला पार्ट पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे। देन एक्सप्लेन द स्टेप्स दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक एन आर्बिट्राज प्रॉफिट अगर मेरी इज ऑथराइज्ड टू वर्क विथ कैनेडियन डॉलर 1 मिलियन फॉर द सेम पर्पज। ऑल्सो डिटरमाइन द प्रॉफिट दैट वुड बी मेड इन कैनेडियन डॉलर। यानी कि कैनेडियन डॉलर 1 मिलियन में हम डील कर सकते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि पैसा बोरो कहाँ से करना है और इन्वेस्ट कहाँ से करना है। देखो, आर्बिट्राज का मतलब, अगर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो आपको बहुत क्लियर है कि भैया कहीं से तो पैसा लेके कहीं इन्वेस्ट करके आपको फ़ायदा होगा। सवाल ये उठता है सर कि बोरो कहाँ से करे और इन्वेस्ट कहाँ पे करे। अब इसके लिए आपको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, वो है IRPT का। थोड़ा सा ध्यान देना। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी क्या बोलती है कि भैया जो कंट्री की करेंसी आपकी कम, इंटरेस्ट रेट कम है, जो कंट्री की करेंसी का इंटरेस्ट रेट कम है, उस करेंसी ने एप्रिशिएट होना बनता है। इट शुड बी एट अ प्रीमियम। ठीक है, एंड वो प्रीमियम कहाँ तक जाना चाहिए? वो प्रीमियम जाना चाहिए सर 0.50, यानी इट शुड बी इक्वल टू द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। ठीक है, तब तक ध्यान देना, तब तक हमारा रेट बढ़ेगा, तब तक हम कम रेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जब तक हमारा इसका प्रीमियम जो है इतना नहीं हो जाता। पर प्रीमियम अगर इससे ज़्यादा गया तो हमें एग्जैक्ट अपोजिट करना है। यानी कि जो कंट्री में हम, जो करेंसी में हम बोरो करने का सोच रहे थे, उसी करेंसी में आपको इन्वेस्ट करना है। सो मेरे हिसाब से आप ध्यान दोगे, कैनेडियन डॉलर शुड बी एट प्रीमियम बिकॉज रेट कम है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। DEM डॉइचमार्क शुड बी एट प्रीमियम क्योंकि रेट कम है, पर वो प्रीमियम का परसेंटेज सिर्फ यहाँ तक होना चाहिए था। यानी कि इसके नीचे जितना भी रहता ठीक है, डिस्काउंट में भी रहता तो ठीक है।
और जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचता तब तक मैं कम इंटरेस्ट रेट वाले करेंसी में बोरो कर सकता हूँ, क्योंकि कोई भी चाहेगा कि कम इंटरेस्ट रेट पे मैं बोरो करूँ। तो वो तभी पॉसिबल है जब तक आपका प्रीमियम इन दैट करेंसी डज नॉट रीचेस टू दिस लेवल। और इसके बियॉन्ड अगर गया प्रीमियम, जो कि एक्चुअल में गया, देखो हमारा ज़्यादा है प्रीमियम डॉइच मार्क में, और अगर इसके बियॉन्ड गया प्रीमियम, तो इंस्टेड ऑफ बोरोइंग एट लो रेट यू आर गोइंग टू डू द एग्जैक्ट अपोजिट, दैट इज यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। अब मैं यही चीज़ आपको विजुअल में समझा देता हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले तो देखो कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल आपका इज इक्वल टू फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट है क्या। अगर है तो नॉट आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी कोई एग्जिस्ट नहीं करती अगर इक्वल है। पर दूसरी तरफ अगर इक्वल नहीं है, ध्यान देना, तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। हमारे केस में ये वाली सिचुएशन है, ठीक है। इसके बाद अब आप क्या कर सकते हो, ध्यान दो, आपको करना क्या है। अगर मैं इस तरफ से लूँ, दोनों तरफ में से कोई भी तरीका अपना सकते हो, बोरो करो एट लो इंटरेस्ट रेट करेंसी। सीधी सी बात है, कोई भी नेचुरली रैशनली अगर जाए तो कम रेट पे बोरो करना चाहेगा। पर ध्यान देना, अनटिल द प्रीमियम, क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट करेंसी है तो आईआरपीटी बोलता है कि वो करेंसी प्रीमियम पे होनी चाहिए। पर अनटिल द प्रीमियम इन दैट करेंसी रीचेस टू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, और अगर वो इसके बियॉन्ड जाती है तो एग्जैक्ट अपोजिट करना है, बोरो की जगह इन्वेस्ट कर दोगे आप। सो मैं अगर समझाना चाहूँ टाइमलाइन में तो ध्यान देना, ये हमारी टाइमलाइन है। इधर साइड में डिस्काउंट आता है, देखो इतना पार्ट है डिस्काउंट का, यानी कि माइनस में आंसर जा रहा है, यहाँ पे ज़ीरो है और इधर आंसर जा रहा है प्रीमियम का, ठीक है। अभी हम लेके चलते हैं, हमारा प्रीमियम इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कितना है। हमारा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है 0.50% का, ठीक है, इंटरेस्ट रेट के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि जब तक हमारा डॉइच मार्क का प्रीमियम 0.5 तक पहुंच नहीं जाता, कहाँ से सर, इधर से कि इधर से? बहुत सिंपल, लो इंटरेस्ट रेट है तो प्रीमियम पे होनी चाहिए, बढ़ना चाहिए। ये यहाँ से इस फेज तक, यहाँ तक नहीं आ जाता, इधर से आओ या इधर से आओ। आपका 0.5 पे अगर है तो ठीक है, 0.5 से नीचे अगर है तब तक आप बोरो करते रहोगे सर, क्योंकि रेट कम है। और अगर प्रीमियम ऊपर जा रहा है तब आपको उल्टा करना है, यानी कि इन्वेस्टमेंट। देखो सो अब आपका बताओ, प्रीमियम जो है, आपका प्रीमियम जो आ रहा है डॉइच मार्क का, वो कितना आ रहा है? 0.645। वो कहाँ लिखोगे सर? 0.5, इधर जीरो से इधर अगर जा रहे हैं तो ये यहाँ कहीं आएगा 0.645। यानी ये बहुत क्लियर हो गया कि ये इन्वेस्टमेंट वाले फेज में आ रहा है। कौन सी करेंसी सर? लो इंटरेस्ट रेट पे आपको इन्वेस्ट करना है इस क्वेश्चन में, सिंपल। आप दूसरे एंगल से ले लो, दूसरे एंगल से हाई इंटरेस्ट रेट पे कोई भी क्या करना चाहेगा? इन्वेस्ट करना चाहेगा, तो करो तब तक जब तक डिस्काउंट इन दैट करेंसी, क्योंकि आईआरपीटी के हिसाब से अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो वो करेंसी डिस्काउंट पे होनी चाहिए। तो वो डिस्काउंट इन दैट करेंसी रीचेस टू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। सो डिस्काउंट अगर आप निकालोगे कैनेडियन डॉलर में तो माइनस में आंसर आएगा कुछ, ठीक है, माइनस में आंसर आना चाहिए। वो माइनस में जो भी आंसर आएगा, हमारा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कितना सर? 0.5 का है। यहाँ लिख लो पहले तो, अब ये निगेटिव में लिखो लगे तो। अब हमारा डिस्काउंट जो है वो ये रहा, यहाँ तक आपका डिस्काउंट का परसेंटेज आना चाहिए, तब तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे। यहाँ इधर जा रहे हैं ना आप 0% से, और उसके बियॉन्ड अगर आपका प्रीमियम या डिस्काउंट गया तो आप उसमें बोरो करोगे, सिंपल, उल्टा, एग्जैक्ट जो करना चाहिए उसका उल्टा करोगे अगर वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को क्रॉस कर देता है तो। इतना ही आपने देखना है, ध्यान दो। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे सर? 0.5 तक प्रीमियम होना चाहिए था, उससे ज़्यादा है प्रीमियम, लो इंटरेस्ट रेट करेंसी, बोरो करना चाहिए था, हम इन्वेस्ट करेंगे। आपको समझ में आया क्या? सो हम करेंगे इन्वेस्ट। हमारा डिसीजन क्या निकलेगा? हम इन्वेस्ट करेंगे डॉइच मार्क में, मतलब इस रेट पे, और बोरो करेंगे कैनेडियन डॉलर पे। बोरो करेंगे कैनेडियन डॉलर पे, इन्वेस्टमेंट करेंगे डॉइच मार्क में, तभी आपका प्रॉफिट आएगा। देखो अब इन्होंने क्या करा, ये रहा,
बोरो करा कैनेडियन डॉलर में, कितना 1 मिलियन, तो 9% पे बोरो करा। बहुत क्वेश्चन को देख के लगेगा नहीं क्योंकि रेट ज़्यादा है, तो आप बोलोगे क्यों मैं रेट ज़्यादा पे बोरो करूँ, पर इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड रेट उस चीज़ को क्रॉस कर जा रहा है, इंटरेस्ट रेट के डिफरेंसेस को फॉरवर्ड रेट क्रॉस कर जा रहा है, इसलिए उल्टा डिसीजन लेना पड़ रहा है। सो बोरो करोगे कैनेडियन डॉलर को, ठीक है, कैनेडियन डॉलर कनाडा से बोरो करा। देखो कैनेडियन डॉलर आपने क्या करा, 1 मिलियन बोरो करा, उसको आप डॉइच मार्क में कन्वर्ट कर लो, स्पॉट रेट आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। डॉइच मार्क में आपके पास में आ गया पैसा डीईएम में, वो डीईएम आप इन्वेस्ट कर दो अपना डीईएम वाली इंटरेस्ट रेट पे, यानी कि वो 7% है ना। सो आपने ये प्लेस कर दिया मनी मार्केट में 7% से, तो आपको 7% इंटरेस्ट ऐड करके इतना अमाउंट मिल जाएगा और ये 1 साल बाद मिलेगा। ये लाके आप वापस बेचोगे, उसके लिए फॉरवर्ड ले लो, ये फॉरवर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप बोलोगे मैं करके दिखाऊं तो ध्यान देना सर, 1 मिलियन ये डॉइच मार्क है आपके, ठीक है, उसको आपको कन्वर्ट करना है, सॉरी ये कैनेडियन डॉलर है, उसको आप कन्वर्ट करोगे 0.775 के रेट से, तो आपको डीईएम पता चलेगा। क्योंकि दोनों कैनेडियन डॉलर है तो मैं डिवाइड करूँगा, तो आंसर आएगा 1290323। अब इसको इन्वेस्ट करोगे तो इस पर 7% के हिसाब से सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट निकालो, सो वो आएगा 22,581, वो ऐड कर दो, तो आंसर आया डॉइच मार्क साल के एंड में 1312904, ये रहा 1312904। अब उसको आप बेच दो। ध्यान देना सर, ये कैनेडियन डॉलर में है, ये डॉइच मार्क में है, डीएम में है, दोनों अपोजिट करेंसी है, इसलिए मल्टीप्लाई करा तो आपके पास कैनेडियन डॉलर आ गए, ठीक है। अब इसमें से आप रीपेमेंट कर दो अपने बोरोविंग्स का। आपने 1 मिलियन बोरो करा था 9% के रेट से 3 महीने के लिए, तो आपको इतना रीपे करना बनता है 1022500, बैलेंस आपके पास प्रॉफिट बचेगा। मैं वापस से समराइज कर देता हूँ सर, ध्यान देना। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के हिसाब से लो इंटरेस्ट रेट करेंसी अगर है, ठीक है, कोई भी करेंसी जिसका इंटरेस्ट रेट लो है, तो उस पर आपने बोरो करना चाहिए। कब तक? जब तक वो करेंसी का प्रीमियम, क्योंकि लो है इंटरेस्ट रेट तो इट शुड बी एट अ प्रीमियम, वो प्रीमियम जो है आपका इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल तक नहीं पहुंच जाता। और अगर उसको क्रॉस कर गया तो एग्जैक्ट अपोजिट करोगे जो करना चाहिए था। लो इंटरेस्ट रेट पे बोरो करना चाहिए था, तो आप इन्वेस्ट करोगे। आप इस एंगल से जा सकते हो, आप उस एंगल से जा सकते हो, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा, कहानी आसान बन जाएगी। मैं बताऊं सिर्फ डिफ़िकल्टी कहाँ है सर, डिफ़िकल्टी यहीं पे है इसको समझने में। मैं आपको छोटी सी भाषा में और एक बार समझाता हूँ। अगर पहले तो देखो इंटरेस्ट रेट सबसे कम किसका है, आपको ये तो समझ आता है कि कम इंटरेस्ट रेट पे हमने बोरो करना चाहिए, लॉजिक तो यही बोलता है, तो वही करना है सर आपको। और ये भी समझ आता है कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के हिसाब से अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो वो करेंसी प्रीमियम पे होनी चाहिए, डिस्काउंट पे नहीं होनी चाहिए। तो आपको 3 चीज़ें बस समझनी है, एक बोरो करना, लो रेट और प्रीमियम, ये तीनों एक दूसरे से मैच करते हैं सर। और इधर अगर आओगे तो इन्वेस्ट करना, हाई रेट और डिस्काउंट। हाई रेट वाली करेंसी डिस्काउंट पे रहेगी, हाई रेट पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। लो रेट वाली करेंसी प्रीमियम पे रहेगी, उस पर कोई भी बोरो करना चाहेगा। वही करो जो करना चाहिए जब तक इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जितना प्रीमियम नहीं पहुंच जाता। उसको क्रॉस कर गया तो आपको सिर्फ अपोजिट करना है। अब एक और चीज़, अगर लो इंटरेस्ट रेट वाली करेंसी है और वो डिस्काउंट में है तो कहानी ख़त्म, बोरो ही करना है आपको। क्योंकि पहली बात तो वो प्रीमियम पे होनी चाहिए थी, तो अभी तक तो पहुंची नहीं, वो इतना होना चाहिए था। और अगर कहीं यहाँ पे फंस जाता है डिस्काउंट में तो भी बोरो। ये देखो ग्रीन वाला जो फेज है ये पूरा बोरो का है, इस पूरे फेज में आपको सिर्फ बोरो ही बोरो करना है। ये थोड़ा सा पढ़ना समझना मैं टेलीग्राम चैनल में ज़रूर शेयर करूंगा ये वाली इमेज, और उसमें लिखूंगा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल आर्बिट्राज, करेंसी आर्बिट्राज विथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। तो ये सर्च करोगे आ जाएगा, नहीं तो पूछ लेना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अलग से, ठीक है सर। ये क्वेश्चन हुआ, इसके साथ 2-3 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करो तो आपको आ जाएगा। मैं ये वाला क्वेश्चन अब फटाक से निपटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, देखो सर क्वेश्चन नंबर 15 आपका सेम वापस से यही कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा इस क्वेश्चन के साथ में। रिस्क फ्री रेट आपको दिया हुआ है यूएसए का और यूके का, ठीक है। सो
इन सब चीज़ों के बारे में पहले से हम क्लियर रहते हैं। यूएसए का रेट है 8% का, यूके का है 5% का। स्पॉट एक्सचेंज रेट आपको दिया हुआ है यूएस डॉलर एंड यूके पाउंड। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये दिया हुआ है पाउंड पर यूनिट ऑफ डॉलर, यानी कि पाउंड पर यूनिट ऑफ डॉलर 0.75। अब आप बताओ, अगर आप इसको डायरेक्ट कोट मान के चलते हो तो ऐसे केस में आपका पाउंड बन जाता है होम करेंसी, ये बन जाता है फॉरेन करेंसी, ठीक है, डॉलर जो बेस करेंसी है वो। उसके बाद अगर होम कंट्री हमारी ब्रिटेन की है या इंग्लैंड है तो उसकी करेंसी पाउंड हो गई, और पाउंड के हिसाब से आरडी हमारा ये बनता है 5% और आरएफ ये बन जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, अज्यूम करो कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ऑन अ डेली बेसिस। अगर कंपाउंडेड ऑन अ डेली बेसिस है तो ई टू द पावर यूज़ करेंगे सर, यहाँ पे ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना। नॉर्मल कंपाउंडिंग होती तो 1+r यूज़ करते। देन एट विच फॉरवर्ड रेट ऑफ 2 ईयर, 2 साल का रेट होना सर, देयर विल बी नो अपॉर्चुनिटी फॉर आर्बिट्राज। अब इसमें कैसे बनाओगे IRPT, ध्यान देना। आपका नॉर्मल फॉर्मूला है 1+RD डिवाइडेड बाई 1+RF इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई S। ये तो नॉर्मल कंपाउंडिंग पहला। इसके बाद थोड़ा सा ये ध्यान देंगे कि ये हम रेट जो है वो 6 महीने का अगर हमें निकालना है तो साल भर के रेट को 6 महीने में कन्वर्ट करते थे, पर अगर साल भर का निकालना है तो अकॉर्डिंगली आपको डबल, 2 साल का निकालना है तो रेट डबल भी करना पड़ेगा। सो अब आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, ई टू द पावर आर डी इंटू टी टाइम, 2 साल का है तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ई टू द पावर आर एफ इंटू टाइम इज इक्वल टू एफ बाय एस। अब आप बताओ आर डी क्या है आपका 5%, यानी कि मैं रख दूँ ऐसे ई टू द पावर 0.10, 5% 2 साल के लिए 10 हो गया, डिवाइडेड बाई ई टू द पावर नीचे में आर एफ है हमारा 8%, 2 साल के लिए 16 हो गया तो 0.16 इज इक्वल टू एफ बाय एस। एस यानी कि हमारा 0.75 का रेट। अब आ जाओ, ई की वैल्यूज़ आपको 5% से और 16% से दी हुई है, ठीक है, पर थोड़ा सा ध्यान देना सर, जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू दी है वो माइनस में आ जाएगा, तो हमें ई टू द पावर -0.16 चाहिए या ई टू द पावर +0.16 चाहिए, पॉजिटिव वाला चाहिए। पॉजिटिव वाली चीज़ फ्यूचर वैल्यू को लेके जाती है, ये प्रेजेंट वैल्यू निकालती है, और दोनों के बीच में रिलेशनशिप इन्वर्स का होता है। सो ध्यान देना सर, मैं क्या करूँगा, ई टू द पावर 0.1 का निकाल लेता हूँ, मुझे दिया हुआ नहीं है, मुझे -1 का दिया हुआ, -0.1 का। पॉजिटिव 0.1 का निकालना है तो मैं 1 डिवाइडेड बाई 0.9051, उसी को मैंने इन्वर्स कर लिया निगेटिव वाले को। सो ये आंसर आ गया 1.1049, ठीक है। अब मुझे कौन से 2 रेट चाहिए थे, मुझे चाहिए था एक ये ई टू द पावर 0.16 और ई टू द पावर 0.10। 10 वाला न्यूमरेटर में आएगा, रख देते हैं सर, ये देखो 1.1049 डिवाइडेड बाई 1.1735 ई टू द पावर आर डी आर एफ इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई 0.75। तो इससे आपका 2 साल बाद का थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। सो दैट्स 0.706, ये होना चाहिए, ये देखो है 0.706 पाउंड पर डॉलर। इन्होंने वही चीज़ करी, आप ऐसे भी करते तो आंसर सेम ही आया। ये देखो दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, 5 और 8 के बीच का डिफरेंस है 3%, बाहर 2 साल का है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6%, 16 और 10 का भी डिफरेंस 6% हुआ ना, तो ई टू द पावर 0.06 लोगे तो भी आंसर वही आता है 0.9413 से मल्टीप्लाई। सो ये 0.06 भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है निगेटिव में, क्योंकि 10 में से 16 माइनस कर रहे हो। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस में जाने से अच्छा आप नॉर्मल अपना फॉर्मूला इस्तेमाल करो, उसी से आंसर निकालो, क्यों ज़्यादा दिमाग लगाना। सीखना है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हमने 0.706 निकाल लिया पहला क्वेश्चन कि ये वो रेट है पाउंड पर डॉलर का कि 2 साल बाद अगर ये रेट रहा तो आर्बिट्राज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, फर्दर शो हाउ एन इन्वेस्टर कुड मेक अ रिस्कलेस प्रॉफिट, यानी कि वो बात कर रहा है आर्बिट्राज करवाने की। ज़रूरी नहीं है हर बार वर्ड आर्बिट्राज आएगा, आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है। रिस्कलेस प्रॉफिट, अगर 2 साल का फॉरवर्ड रेट एक्चुअल में 0.85 पाउंड पर डॉलर है, अगर इतना रहता ना तो हम सीधा सीधा बोलते कि नहीं पॉसिबल, पर इससे कम या ज़्यादा अगर फॉरवर्ड रेट है तो यस सर आपका
आर्बिट्राज पॉसिबल है। अब आर्बिट्राज में आपने पाउंड बोरो करना चाहिए कि डॉलर बोरो करना चाहिए, ये आपको अभी नहीं पता, ठीक है। तो अब हम इसका सिस्टम बैठाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना। कैसे पता करते हैं सर कि कौन सी करेंसी बोरो करनी चाहिए, कौन सी हमने इन्वेस्ट करनी चाहिए? सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल निकाल लो। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल आपका 16 में से 10 गया, 6% का आ रहा है। ये तो बहुत क्लियर हो गया कि इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस इतना है। 2 साल का निकालना है ना हमें, तो हमने डबल कर लिया। इसके बाद में कोई भी ठीक है, कोई भी करेंसी ले लो और उसका प्रीमियम या डिस्काउंट निकालो। तो मैं क्या करता हूँ, जब मेरे पास में ऑप्शन होता है कोई भी करेंसी लेने का, तो मैं जनरली बेस करेंसी में निकालता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। बेस करेंसी में प्रीमियम डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला देखो सर, F-S/S, और क्या चाहिए, है ना। और ये निकलेगा साल भर का नहीं, सॉरी, ये 2 साल का निकलेगा, क्योंकि हमें 2 साल का ही चाहिए। तो हमारा रेट क्या है, 0.85 है फॉरवर्ड रेट, 0.75 है स्पॉट रेट, डिवाइडेड बाय 0.75। अब निकालो। तो ये क्या आ गया, 13.33%, ठीक है। बेस करेंसी यानी कि डॉलर इज एट अ प्रीमियम, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया है। डॉलर जो है आपका बेस करेंसी, कहाँ गया, हाँ, ये वो प्रीमियम पे है, ठीक है सर। अब बेस करेंसी आपकी प्रीमियम पे आ गई, ये ले लो, यहाँ लिख दिया मैंने। अब मेरा अगला स्टेप, डॉलर आपका प्रीमियम पे है 13.33%। अब इसके बाद पता करो कि ये जो डॉलर है आपका, इसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है कि कम है, ठीक है। ये हाई इंटरेस्ट रेट करेंसी है, सही बोल रहा हूँ? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आप देख रहे हो दोनों में से इंटरेस्ट रेट ज़्यादा किसका है, डॉलर वाली करेंसी का ही है। यूएसए में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, और अगर ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी के हिसाब से इस करेंसी को डिस्काउंट पे होना चाहिए था, है ना, डिस्काउंट पे होना चाहिए था। और हाई करेंसी या हाई इंटरेस्ट रेट पे हम इन्वेस्ट करते हैं जब तक डिस्काउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, ठीक है। डिस्काउंट का रेट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल तक नहीं पहुंच जाता। अगर डिस्काउंट ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से तो हम उल्टा करते हैं, पर तब तक हाई इंटरेस्ट रेट पे हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपका डिस्काउंट पहुंच जाता है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल तक, उसके नीचे अगर होगा तो हम इन्वेस्ट ही करेंगे। पर आप ध्यान देना, सबसे पहली बात तो वो डिस्काउंट पे है ही नहीं सर। हाई इंटरेस्ट रेट करेंसी डिस्काउंट पे होना चाहिए, डिस्काउंट पे है ही नहीं, वो प्रीमियम पे है। अब हम हमारे टाइमलाइन पे जाते हैं। हमने यहाँ पे एक टाइमलाइन बना ली, इधर लिख लिया डिस्काउंट, इधर लिख लिया प्रीमियम, बीच में लिख लिया 0। और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के हिसाब से उसने 6% के डिस्काउंट पे होना चाहिए था, है ना। पर वो ध्यान दे रहे हो, वो है 13.33% के प्रीमियम पे, यानी कि वो यहां है। और हाई इंटरेस्ट रेट करेंसी में आप क्या करते हो सर, जब तक वो रेट इतने डिस्काउंट तक नहीं पहुंच जाता आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, और इधर वाले में आप बोरो करोगे। तो आपका आ गया कि भैया हमने, ये देख रहे हो आपका जो एक्चुअल है वो इस फेज में आ रहा है जहाँ पे हमने डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आपका निकल गया कि भैया डॉलर में इन्वेस्ट करो, और पाउंड को, दूसरी करेंसी ऑटोमेटिकली निकल के आएगी कि पाउंड आपका बोरो करना है, ख़त्म। अगर ऐसा करोगे तो आपका बचेगा पैसा, आर्बिट्राज गेन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई क्या आपको? जब तक हाई इंटरेस्ट रेट ने डिस्काउंट पे होना चाहिए, और जब तक वो उस डिस्काउंट इतना नहीं पहुंच जाता तब तक हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर डिस्काउंट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से ज़्यादा हो जाता तो हम एग्जैक्ट उल्टा करते।
बोरो करते। तो अभी हम क्या करेंगे सर, इन्वेस्ट करेंगे डॉलर में, और अगर डॉलर में इन्वेस्ट करना निकल रहा है तो दूसरी करेंसी में बोरो करना निकल रहा है। ये देखो अब आर्बिट्राज के ट्रांजैक्शन, आप सबसे पहले बोरो करो पाउंड में, यही निकला था हमारा। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम बोरो करते हैं। अब कितना बोरो करना ये तो नहीं लिखा, मैं अपने मन से थोड़ा कैलकुलेशंस को ईजी रखने के लिए बोरो कर रहा हूँ 1000 पाउंड। मैंने 1000 पाउंड बोरो करा, ठीक है। वो रेट क्या है, 5% का रेट है। सो 5% से साल भर के लिए नहीं, 2 साल के लिए आपने बोरो करा। उसके बाद उसको दिया आपने स्पॉट रेट पे, जो कि था आपका 0.75 पाउंड पर डॉलर का। सो वो 0.75 पाउंड पर डॉलर के हिसाब से आपने दिया, तो आपको कितने डॉलर मिले होंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 0.75, आपको 1333.33 डॉलर मिले होंगे। और यही हम बोल रहे थे कि इन्वेस्ट करना है 2 साल के लिए, कितने रेट पे, आपको 8% के रेट पे पर एनम, ठीक है। ये आपने कर दिया। अब आप आओ साल भर नहीं, 2 साल बाद में आओ और देखो। सबसे पहले तो आपको डॉलर मिल जाएंगे इंटरेस्ट के साथ, इसमें हम कंटिन्यूसली कंपाउंडेड वाला रेट लेंगे। 8% का 16 होता है ना, 16% का कंटिन्यूस कंपाउंडिंग वाला रेट है 1.1735। तो मैं क्या करूँगा, सीधा सीधा 1333.33 इंटू 1.1735 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास प्रोसीड्स आ जाएंगे। ये इतने डॉलर मुझे इन्वेस्टमेंट के मिल गए 2 साल बाद, ठीक है, 1564.67। इसे आप फॉरवर्ड रेट पे बेच दो। फॉरवर्ड रेट था सर पाउंड पर डॉलर का 0.85 का, है ना। तो ये है पाउंड में, वो है डॉलर में, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पाउंड मिल जाएंगे। तो ये आ गया आपका 1329.97। तो ये आपको मिल गए, पर आपको लोन के साथ कितना चुकाना था थोड़ा देखो। आपने 1000 पाउंड लिए थे 5% के रेट से, तो वो 10% हो गया ना। तो 10% का 2 साल का इंटरेस्ट के साथ फैक्टर आता है 1.1049, यानी सीधा सीधा मैं बोलूँ 1049 मुझे चुकाना है। तो 1104 आएगा, सॉरी 1104.90, ये आप चुका दो, कहानी ख़त्म। 1564.67 डिवाइडेड बाई 0.85 मल्टीप्लाइड 1564.67 इंटू 0.85 माइनस 1104.90। सो तकरीबन आपको जो फ़ायदा हुआ है पाउंड में वो है 225.07 का। अब हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि हमें कितने का फ़ायदा हुआ है। ये आपका 1000 पाउंड पे आपने पूरा ट्रांजैक्शन करके देखा। इन्होंने जो करा वो अच्छा इन्होंने तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट करा है ना उस चीज़ को, से बोरो करा, इन्होंने बोरो ही करा 0.706 पाउंड, 0.639 पाउंड बोरो करा। देखो ऐसे आपको जब क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है तो आप ज़बरदस्ती डेसिमल वाले बोरोइंग दिखा के अपने आप को कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आप ट्रांजैक्शन सारे यही रहेंगे। आप कितना भी अमाउंट ले लो, 1000 लो, 2000 लो, 3000 लो, हम एक अंदाज़ा निकाल लेते हैं कि हमें फ़ायदे कितने का हुआ है। इन्होंने बोरो किया था 0.639, 144 डिवाइडेड बाई 0.639 इंटू 100, 22.6 का फ़ायदा हो रहा है। ये देखो 22.5 का हमारा भी फ़ायदा हो रहा है। सो आंसर ऑटोमेटिकली करेक्ट है। अगर दोनों को चेक करना है तो आप ये कर सकते हो कि भैया 0.144 का फ़ायदा हुआ है 0.639 बोरो करके, और हमको फ़ायदा हुआ 225 का 1000 रुपये बोरो करके। दोनों का परसेंटेज सेम ही आएगा। सो दिस इज़ द प्रोसीजर। आपको ये वाला पार्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार अच्छे से समझ गया आप दोबारा गलती कर ही नहीं सकते सर। देखो सर क्वेश्चन नंबर 16 है अब आपके सामने। एक इंडियन कंपनी है दैट ऑब्टेन्स द फॉलोइंग कोट, रुपीज़ पर डॉलर का कोट दिया है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो रुपीज़ आपकी होम करेंसी है, डॉलर आपकी फॉरेन करेंसी है, और कोटेशन भी रुपीज़ पर डॉलर है, यानी कि डायरेक्ट कोट दिया हुआ है आपको। कहानी आसान है। अब जो कोटेशन है वो बिड और आस्क के फॉर्म में दिया हुआ है। पहला रेट आपका
बैंक का असेट खरीदने का रेट है, दूसरा बैंक का असेट बेचने का रेट है। ठीक है सर, 3 महीना स्पॉट, 3 महीने का और 6 महीने का। क्वेश्चन में दिया क्या है कि कंपनी को चाहिए डॉलर के फंड अगले 6 महीने के लिए इस्तेमाल करने के लिए। तो अब वो डॉलर के फंड्स डायरेक्ट अमेरिका में से ही बोरो कर ले या फिर इंडिया से रुपी बोरो करके डॉलर खरीदे। तो दो ऑप्शन क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें भी हमको कॉस्ट कम पड़ेगी वो ऑप्शन हम चूज़ करेंगे। पहला ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन है आपके पास में डायरेक्ट आप डॉलर बोरो करो। अब जब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि कितने डॉलर बोरो करना है तो आप अपने मन से 100, 1000, 1 लाख, 10,000 ऐसा ले सकते हैं। मैंने ले लिया $100। अगर आप बोरो कर रहे हो तो ये रेट लगेगा, क्योंकि सबसे पहले तो 6 महीने के लिए बोरो कर रहे हो, दूसरा डॉलर का रेट। अब ये जो सारे रेट दिए हुए हैं ये पर एनम दिए हुए। आपका सवाल आएगा कि सर पर एनम है, ये कहाँ से पता चला? देखो यहाँ तो 3 महीने 6 महीने लिखा हुआ है, लेकिन आप ये ज़रा सा अंदाज़ा लगाओ, 3 महीने के लिए अगर 12% का रेट होता तो 6 महीने के लिए 24% तो होना चाहिए ना। नहीं है, कम है। इसका मतलब क्या हुआ? ये रेट पर एनम है, इसको कन्वर्ट करना है बाद में। ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो 5.5% से आप डॉलर बोरो करो 6 महीने के लिए। $100 आपने बोरो करा तो कितने डॉलर हो जाएंगे? अब 6 महीना इस्तेमाल कर लो, क्योंकि आपको जो चाहिए था वो तो मिल गया यूएस से। अब 6 महीना इस्तेमाल कर लो, उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो 5.5% का आधा, क्योंकि 6 महीना है तो 2.75% हो जाता है। 1.0275 से मल्टीप्लाई करूंगा तो $102.75 इतना मेरा कॉस्ट आ गया। 6 महीने बाद मुझे वापस रीपेमेंट कितना करना है? $102। ठीक है, पर मैं तो हूँ इंडियन कंपनी, मुझे तो अल्टीमेटली मेरी कॉस्ट रुपीज़ में निकालना है। तो मुझे उनको रीपे करने के लिए ये डॉलर खरीदने पड़ेंगे 6 महीने बाद। अगर मैं 6 महीने बाद खरीदना चाहता हूँ डॉलर, तो बैंक 6 महीने बाद डॉलर बेचेगी 36.540 पे, और ये डॉलर की ही रिक्वायरमेंट लेके गया मैं वहाँ पे असेट की। सो 36.40 का आपका रेट बैठ रहा है। ठीक है, तो आपका जो टोटल आउटफ्लो आता है वो है 3,740 रुपये 10 पैसों का। अगर आप आज डॉलर बोरो करते हो, 6 महीने तक चलाते हो, उसको रीपे करने के लिए रुपीस देते हो, तो आपको 3,740 रुपये देने पड़ेंगे। अब दूसरी साइड में आ जाओ कि अगर आपने $100 यहाँ पे इंडिया से खरीद लिया रुपए देके, तो रुपए कितने बोरो करने की ज़रूरत है? आप सिंपल सा लगाओ कि $100 अगर आज आप मार्केट से खरीदना चाहते हो तो बैंक बेचना चाहती है डॉलर, तो वो रेट है 36 रुपये 10 पैसे, है ना। सो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 36 रुपये 10 पैसे से, तो हमें पता चलेगा कि 3,610 रुपये आज मुझे इंडियन बैंक से बोरो करना पड़ेगा। वो पे करके मैं $100 ले सकता हूँ, उसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ अगले 6 महीने के लिए। ठीक है, आप इस्तेमाल कर लो। पर अब आपने जो बोरोइंग ली थी वो इंडियन करेंसी में थी, तो इंडियन करेंसी में 6 महीने के लिए अगर बोरो करा था तो रेट ये हो गया ना 11.5% का। इसका आधा कर लो, क्योंकि ये पर एनम है, तो आपको इंटरेस्ट लगेगा 5.75% से 1.0575। तो वापस कितना चुकाना पड़ेगा सर? आपको वापस चुकाना पड़ेगा 3,817 रुपये 58 पैसे। अब आप बताओ कि कौन सा ऑप्शन बेटर है? आप 3,740 रुपये देना पसंद करोगे या 3,817 रुपये देना पसंद करोगे? ऑब्वियस सी बात है, दिस ऑप्शन इज चीपर। कॉस्ट तो दोनों में लग रही है, पर दिस ऑप्शन इज चीपर। तो आप क्या करोगे? आपका डिसीजन निकला कि डॉलर को अमेरिका में ही बोरो करो सर, वहाँ कॉस्ट कम पड़ रही है। ये रहा, ये 3,740, अरे, और ये 3,817। ये आप डॉलर बोरो करते हो, $100 बोरो करोगे, इंटरेस्ट लगेगा $2 का, $102.75 आपको 6 महीने बाद देने पड़ेंगे। 6 महीने के बाद का जो आस्क रेट है उस पर, तो इतना। आज अगर $100 बोरो करना चाहते हो तो 3,610 रुपये में $100 खरीदना पड़ेगा। तो ये तो बाय करोगे, पर रुपीज़ आपको बोरो करने पड़ेंगे और उस पर इंटरेस्ट रेट लगेगा इंडियन करेंसी का। आ गया, ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व कि भैया ठीक है। अब हाँ, दूसरे क्वेश्चन में मज़ेदारी वाली बात है। ऑल्सो डिटरमाइन करो कि व्हाट शुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 3 months टू मेक द कंपनी इनडिफरेंट बिटवीन 3 months बोरोविंग एंड 6 months बोरोविंग। 3 महीने के और 6 महीने की बोरोविंग में इनडिफरेंस निकालना है कि भैया 3-3 महीने के 2 बार बोरोविंग करे या 6-6 महीने की 6 महीने की एक साथ बोरोविंग करे।
हमारा इंडिफरेंस पॉइंट आना चाहिए कि इससे भी कैश फ्लो, इससे भी कैश फ्लो सेम आनी चाहिए। इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसको बोलते हैं सर थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट। तो ये फॉरवर्ड रेट आप निकालते थे वहाँ पे, थ्योरेटिकल, याद है? मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी। अब वो चैप्टर अगर नहीं करा तो फिर आपको डिफिकल्टी जाएगी। तो ये 3-3 महीने के 2 पीरियड लो या 6 महीने का 1 पीरियड लो एक साथ, दोनों की कैश फ्लो मैच करनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे जो रेट है 3 महीने का प्लस यहाँ पे जो रेट है फॉरवर्ड 3 महीने का, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो आउटफ्लो आ रहा है लेट से एक्स, तो यहाँ जो 6 महीने का रेट है वो एक ही बार लगेगा, उसका भी आउटफ्लो एक्स ही आना चाहिए। मतलब दोनों क्या करोगे आप, इक्वेट कर दोगे। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ये सारे रेट अगर एनुअल है तो यहाँ पे R/4 होगा क्योंकि 3 महीना निकालना है, यहाँ R/2 होगा क्योंकि 6 महीना निकालना है। बस इन दोनों को इक्वेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे मैं आपको अभी बताता हूँ। मैं पहले रुपी बोरोविंग निकाल रहा हूँ, आपको अपने आप डॉलर बोरोविंग समझ में आ जाएगी, फिर वो आप ही करोगे। ये 3 महीने का रेट है, ये लो, यहाँ से ये 3 महीना है और यहाँ से ये 6 महीना है, ठीक है? और ये है 3 महीने का फॉरवर्ड। क्वेश्चन आपको ये वाले 3 महीने का रेट पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए। स्पॉट रेट तो 3 महीने का दिया हुआ है, स्पॉट रेट 6 महीने का भी दिया हुआ है। अब आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके से बैठना चाहिए कि उन दोनों रेट पे इन्वेस्टमेंट करो क्या और इस पे इन्वेस्टमेंट करो क्या, इंडिफरेंस पॉइंट यानी दिस शुड बी इक्वल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा पता है, 1 + S3/4, क्योंकि वो S3 साल भर का रेट है ना? तो ये 3 महीने में कन्वर्ट करा, 1 + F3/4, F3 भी हमें साल भर का निकालना है, ये भी 3 महीने का रेट, तो 3 और 3 6 महीने हो गए, इज इक्वल टू 1 + S6/2, क्योंकि ये साल भर का ही 6 महीने का ही निकालना है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ रख दो, क्या क्या वैल्यूज़ है मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। S3 3 महीने का रेट आपका रुपीज़ का है 12%, देख रहे हो? तो यहाँ रख दोगे 12%, 12/4 हो जाएगा। F3 आपको निकालना है और S6 यानी कि यहाँ रख दोगे 11.50। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपका F3 निकल के आएगा कि आज से ठीक 3 महीने बाद 3 महीने के लिए क्या रेट रहना चाहिए कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करो क्या और यहाँ इन्वेस्टमेंट करो क्या, यू विल हैव द सेम कैश फ्लो। सो 1.03 आ जाएगा इधर में, तो 1.0575, तो 1.0575 डिवाइडेड बाय 1.03 -1 × 4 -1 × 4 कुछ 10.68% आ रहा है। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 2.67 1.0267 × 1.03, हाँ ये आता है रेट 10.68%। यानी कि यहाँ का जो रेट है आपका, इट शुड बी 3 महीने के लिए पर एनम का रेट 10.68%। यहाँ था 12%, यहाँ था 11.5%, ये सारे पर एनम रेट है। अब आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट करके देखो 6 महीने के लिए, यहाँ से करके देखो, यू विल गेट द सेम कैश फ्लोज। सो रुपी का देख लेते हैं 10.68 आया क्या, ये रहा, ठीक है? उसी तरह से आप डॉलर का करोगे, ये वाला मैं नहीं कर रहा हूँ, सेम आएगा आपका कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 17 अब आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 17 आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, एक्सपोजर्स पे है। तो पहले एक्सपोजर्स को डिस्कस करते हैं चार्ट्स में, और अभी तक देख भी लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। आ जाओ सर, exposures in forex, this is going to be your topic. So first of all let's go ahead and revise. पहले हमने एक्सचेंज रेट देखा था, उसके बाद आपने देखा था कि बेस करेंसी और काउंटर करेंसी क्या होता है। बेस करेंसी को आप अंडरलाइंग असेट बोल सकते हो, आप उसको प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। काउंटर करेंसी को आप प्राइस करेंसी बोलोगे, एक सेकेंड, हाँ आप काउंटर करेंसी को प्राइस करेंसी बोल सकते हो। इसके बाद में हमने ये देखा था कि ISO फॉर्म में दिया होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो हम 68.90 रुपीज़ पर डॉलर इस तरीके से पढ़ते हैं। सिंबल में रहा तो इधर से जाते हैं मोस्टली, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है।
बिड और आस्क की बात करते हैं। बिड इज द बैंक्स बाइंग रेट फॉर अंडरलाइंग असेट, आस्क इज द बैंक्स सेलिंग रेट फॉर अंडरलाइंग असेट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो गलती होती है वो ये होती है कि भैया हम अंडरलाइंग असेट के लिए खरीदने या बेचने का रेट है ये भूल जाते हैं। हम सिर्फ ये याद रखते हैं कि ये खरीदने और बेचने का रेट है। याद रखना कि बैंक सस्ते वाले रेट पे खरीदती है असेट को और महंगे वाले रेट पे बेचती है असेट को, ठीक है। सो 90% 99% ऑफ द टाइम पहला रेट आपका छोटा वाला रहेगा जिसे बिड कहा जाएगा। अगर गलती से नहीं भी रहे तो छोटा वाला रेट ही बिड होता है, महंगा वाला आस्क होता है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट हमने पढ़ा था। डायरेक्ट कोट इज इनवर्सली रिलेटेड टू इनडायरेक्ट कोट और बिड ऑफ द डायरेक्ट कोट इज इनवर्सली रिलेटेड टू वन डिवाइडेड बाय आस्क ऑफ द इनडायरेक्ट कोट। स्पॉट फॉरवर्ड रेट हमने देखा सर, आज का रेट और कल का रेट। स्प्रेड और स्वैप देखा, स्प्रेड यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बिड और आस्क का, और स्वैप यानी कि फॉरवर्ड स्पॉट और फॉरवर्ड के बीच का डिफरेंस है। या असेंडिंग ऑर्डर में है तो ऐड करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो रिड्यूस करेंगे, ठीक है। अमेरिकन और यूरोपियन कोड भी हमने देखा। अमेरिकन कोड यानी कि जहाँ पे आपका प्राइस करेंसी अमेरिकन डॉलर में है दैट इज़ योर अमेरिकन कोड, जहाँ बेस करेंसी अमेरिकन डॉलर में दैट इज़ यूरोपियन कोड, ठीक है। आगे देखते हैं। क्रॉस रेट्स हमने देखा, क्रॉस रेट्स निकालना देखा हमने, जहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं। प्रीमियम और डिस्काउंट बेस करेंसी फॉरेन करेंसी में देखा। बेस करेंसी है तो फॉरवर्ड माइनस स्पॉट बाय स्पॉट, और काउंटर करेंसी है तो एस माइनस एफ बाय एफ, स्पॉट माइनस फॉरवर्ड बाय फॉरवर्ड। पिप्स यानी कि प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट क्या होते हैं सर? सिंपल सी बात है, देखो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट बाई विच अ करेंसी कोटेशन कैन चेंज। अगर 61.75 आपको दिया हुआ है तो उसमें एक पॉइंट चेंज करना है तो 61.76 हो जाएगा। तो ये जो एक था वो है आपका पिप, ठीक है, प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट। द मिनिमम वैल्यू दिस रेट कैन चेंज इज 61.74 और 61.76, एक नीचे एक ऊपर। सो दिस इज द पिप वैल्यू, ठीक है। हाउएवर इन इंडियन इंटरबैंक मार्केट USD INR रेट इज कोटेड अप टू 4 डेसिमल, हेंस द मिनिमम वैल्यू दैट विल चेंज विल बी टू द ट्यून ऑफ 0.0001, ठीक है। मर्चेंट रेट इंटरबैंक रेट अभी हमने ज़्यादा इसमें आगे आएगा, डोंट वरी। ब्रोकन पीरियड फॉरवर्ड रेट हमने देखा कि कैसे इंटरपोलेशन से हम फॉरवर्ड रेट निकालते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट रेट पैरिटी थेरी हमने देखी। अगर डायरेक्ट कोट है तो RD बाय RF करते हैं, और अगर इनडायरेक्ट कोट है तो RF को ऊपर लेके चले जाएंगे, RD को नीचे लेके चले जाएंगे, ठीक है सर। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल भी हमने देखा। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के हिसाब से अगर लो इंटरेस्ट रेट करेंसी है, ध्यान देना सर, अगर लो इंटरेस्ट रेट करेंसी है तो उसमें जनरली हम बोरो करते हैं। बोरो तब तक करते रहेंगे जब तक प्रीमियम इन दिस करेंसी इज़ नॉट इक्वल टू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, ठीक है। और एक बार अगर वो मोर देन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल आ गया, यानी कि क्या, प्रीमियम सर, ठीक है, क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट करेंसी है तो प्रीमियम पे होनी चाहिए। अगर वो मोर देन IRD आ गया तो हम उल्टा करते हैं, यानी कि इन्वेस्ट। अपोजिट इज विद द हाई इंटरेस्ट रेट करेंसी। सो इसमें थोड़ा हमने सेम ही चीज़ कॉपी पेस्ट हुई है कि यहाँ पे बोरो बोरो नो आर्बिट्राज इन्वेस्ट, यहाँ पे हाई वाला पार्ट होना चाहिए था, ठीक है। इसको ठीक कर लेंगे, है ना। आगे चले। परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी हमने देखा, वही सेम इंटरेस्ट रेट की जगह पे इन्फ्लेशन के रेट इस्तेमाल होते हैं। ये वाला हमने पहले भी देख चुका है। इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट और कोई नहीं सर, 1 प्लस नॉमिनल रेट इंटू इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट है। ये आप कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर में भी देख चुके हैं, एक क्वेश्चन हम इसमें भी देख चुके हैं हमारे अभी तक के। अब ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ट्रांसलेशन एक्सपोजर और इकोनॉमिक एक्सपोजर, ऐसे 3 तरह के एक्सपोजर्स होते हैं। व्हाट इज एक्सपोजर सर? रिस्क। सिंपल, फॉरेक्स में 3 तरह के रिस्क होते हैं। एक होता है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, एक होता है ट्रांसलेशन एक्सपोजर, एक होता है इकोनॉमिक एक्सपोजर। आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसमें ये आप जनरली पढ़ते आए हो अकाउंट्स में। ट्रांसलेशन एक्सपोजर, जब क्लोजिंग वैल्यूज़ को आप क्लोजिंग डेट पे बैलेंस शीट में डॉलर या जो भी फॉरेन करेंसी को आप इंडियन क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करते हैं तो उसको ट्रांसलेशन एक्सपोजर कहते हैं सर। ट्रांसलेट करने के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है, गेन और लॉस ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, तो वो जो होता है वो आपका ट्रांसलेशन एक्सपोजर होता है। नॉर्मली ये आपको अभी AFM में नहीं आएगा, ये आपके अकाउंट्स में कवर होता है। जो AFM में कवर होगा वो होगा सर एक ट्रांजैक्शन एक्सपोजर और एक होगा आपका इकोनॉमिक एक्सपोजर। अब मैं ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की बात करता हूँ। ये बहुत सिंपल सी बातें बता देता हूँ सर, ध्यान देना। 2 डेट पे आज आप सेल करते हो, मान लो $1,00,000 का कोई आइटम, पर ये तो आपको आज नहीं मिलने वाला, ये तो 6 महीने बाद मिलने वाला है। तो आज मिलता तो ₹50 का रेट है, ठीक है। आज अगर $1,00,000 मिल जाता तो ₹50 के हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए होते, पर ये मिलेगा 6 महीने बाद में। और 6 महीने बाद में रेट अगर 48 हो गया
तो आपको कितने पैसे मिलेंगे बैंक अकाउंट में? 48 लाख रुपीज़। सो एक तरह से आपका ये 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। आज मिल जाते तो 2 लाख रुपए ज़्यादा आते ना। ये जो 2 लाख रुपए, ये और कुछ नहीं है सर, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है। कि ट्रांजैक्शन की डेट्स के वजह से, ट्रांजैक्शन में डेट्स में चेंज होने की वजह से, सेटलमेंट में चेंज होने की वजह से आपका जो नुकसान या फ़ायदा दोनों जो होता है उसे ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कहा जाता है। हमेशा नुकसान की बात नहीं सर, गेन भी हो सकता है। रिस्क है ना, मैं तो लॉस तो बोल ही नहीं रहा हूँ। रिस्क लेने पे नुकसान भी हो सकता है, रिस्क लेने पे फ़ायदा भी हो सकता है। तो दिस इज़ इट, ये वाला क्वेश्चन हम अभी देखेंगे। और इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या होता है? ये सर ओवरऑल बताता है आपका, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर भी इंक्लूडेड है। और इकोनॉमिक, ये देखो ओवरऑल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक एक्सपोजर में और क्या आता है ये भी बताता हूँ। इकोनॉमिक एक्सपोजर यानी कि देखो सर, आपका पॉलिसी चेंज हो जाती है, डेट चेंज हो जाती है, उसकी वजह से एक्सचेंज रेट में बदलाव की वजह से सामने वाला पार्टी अगर अपना डिमांड ऊपर नीचे कर देता है आपके प्रोडक्ट के लिए, या फिर एक्सचेंज रेट में बदलाव की वजह से अब आपको वही प्रोडक्ट, मान लो आप इंपोर्टर हो, आप मार्केट से खरीदते हो बाहर से माल, तो अगर आपको वही प्रोडक्ट पहले जो $2 का पड़ रहा था, अब अगर वो मान लो $1 का पड़ रहा है, तो आधा हो गया रेट। अगर आधा हो गया तो आपकी डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि आपको अब वो सस्ता पड़ रहा है। सो नॉर्मली एक्सचेंज रेट में बदलाव की वजह से अगर डिमांड में ऊपर नीचे होता है तो उसका इम्पैक्ट भी इकोनॉमिक एक्सपोजर में आता है। ये हम दोनों देखेंगे एक क्वेश्चन की मदद से, तो आपको वहाँ पे एक क्लैरिटी आएगी। देखो ये मिस ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक्सपोर्ट करता है एयर कंडीशनर टू जर्मनी बाय इंपोर्टिंग ऑल द कंपोनेंट्स फ्रॉम सिंगापुर। सो हम कहाँ बैठे हैं सर? इंडिया में। ये है हमारी कंट्री इंडिया। हम सिंगापुर से माल लेके आते हैं, तो हमें ये इंपोर्ट हो गया, तो हमें पेमेंट काय में करना पड़ता है इनको? SGD में। और हम इंडिया में उस माल को, कंपोनेंट को असेंबल करते हैं और जर्मनी में एयर कंडीशंस ये बेच देते हैं। जब बेचते हैं तो उनसे हमें क्या मिलता है सर? यूरो। ठीक है, तो आपकी रिसिप्ट यूरो में है, पेमेंट आपका SGD में है, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, और दोनों देखना आगे क्या होता है। द कंपनी इज एक्सपोर्टिंग 2400 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ €500 यूनिट। ठीक है, 2400 यूनिट, आपको हर यूनिट आप बेचते हो 500 यूरोज में। द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड कंपोनेंट इज सिंगापुर डॉलर 800 पर यूनिट। हर AC का कीमत जो है, ठीक है, 500 यूरो में आप बेच देते हो, और उसके कंपोनेंट्स जो बाहर से मंगाने पड़ते हैं वो आपको पड़ते हैं 800 सिंगापुर डॉलर में। वो इंडिया लाने के बाद $800 का खर्चा होने के बाद में आप उसमें इंडियन करेंसी में लेबर, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट इनकर करते हो। ध्यान देना, द फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट आर 1000 एंड 1500 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द कैश फ्लोज इन फॉरेन करेंसीज आर ड्यू इन 6 मंथ्स। तो जो SGD भी आपको देना है इंपोर्टेड कंपोनेंट्स का, वो भी 6 महीने बाद देना है, और यूरो भी जो आपको मिलेंगे एक्सपोर्ट्स करने की वजह से, वो भी 6 महीने बाद मिलेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, आपके आज के एक्सचेंज रेट दिए हुए, और थैंकफुली वो डायरेक्ट कोट में दिया है, बिकॉज रुपीज़ पर यूरो, रुपीज़ पर सिंगापुर डॉलर। ठीक है, हमारी होम करेंसी रुपीज़ और यही प्राइस करेंसी है, डायरेक्ट कोट है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया हो गया। ये हो गया बिड, ये हो गया आस्क। आप इसको कैसे पढ़ेंगे? 51.50 है बिड का रेट, 51.55 है आस्क का रेट। ठीक है, वैसे ही हो गया सिंगापुर डॉलर का। अब क्या हुआ, 6 महीने बाद, ये तो स्पॉट रेट हो गए, 6 महीने बाद एक्सचेंज रेट बदल जाते हैं और वो हो जाते हैं ये। ठीक है, अब आगे देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लॉस और गेन ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। आज अगर आपको सारा पैसा मिल जाता तो कितना प्रॉफिट होता वो निकाल लो, पर आज तो मिलेगा नहीं, 6 महीने बाद मिलेगा, तो कितना प्रॉफिट होता है वो निकाल लो। प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सेल्स माइनस डायरेक्ट कॉस्ट आपकी कंपोनेंट की, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। इतना तो आइडिया आ गया आपको? ध्यान देना सर। फॉर्मूला आपका बहुत सिंपल सा बनना चाहिए कि प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू, आपका जो क्वांटिटी है सबसे पहले वो बाहर ले लो, मैंने ले लिया सेलिंग प्राइस। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको मैं एक्सचेंज रेट से, वो हम डिस्कस करेंगे। चलो अभी ले लेते हैं लगे तो। सबसे पहले मैं सेल्स ले लेता हूँ। अब सेलिंग प्राइस तो हो गई मेरी €500। अब
500 यूरोज़ जब मुझे मिलेंगे हर कंपोनेंट के लिए तो वो मैं यूरोज़ बेचूंगा, बैंक यूरोज़ खरीदेगी। आज का बैंक का खरीदने का रेट क्या आएगा यूरो का? बैंक बाय करेगी तो 51.50, मैं यूरोज़ बेचूंगा। अच्छा, जो मैंने कंपोनेंट खरीद के लाए उसके लिए मुझे जब पेमेंट करना पड़ेगा तो वो मैं एसजीडी में पेमेंट करूंगा। तो पहले मुझे बैंक से सिंगापुर डॉलर खरीदने पड़ेंगे और बैंक सिंगापुर डॉलर ही असेट है, बेचेगी तो 27.25 का रेट लगेगा। तो ये रेट्स अपने हमारे फाइनल हो गए 51.50 और 27.25। तो ये 51.50 हो गया। तो ये हो गया आपका सेल्स माइनस 800 सिंगापुर डॉलर, ठीक है, इंटू 27.25, मानते हो, माइनस 1000 माइनस 1500, कहानी ख़त्म। इससे आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। बाहर क्वांटिटी 2400 ले लेना, ये रहा बाहर क्वांटिटी 2400 ले ली। प्रॉफिट एट करंट एक्सचेंज रेट और प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन एक्सचेंज रेट, ये 6 महीने बाद का, ठीक है। सो आपने 500 डॉलर को यूरो को 51.50 जो बिड रेट था उस पर कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद देखना ये पार्ट है आपका वेरिएबल कॉस्ट का कंपोनेंट का, 800 सिंगापुर डॉलर का पेमेंट, फिर 1000 रुपये 1500 रुपये। ये क्योंकि ब्रैकेट में लिया है इसलिए आगे प्लस प्लस करा है, तो सारी कॉस्ट को पहले ऐड करके आप माइनस ही कर रहे हो। अगर ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंदर सब माइनस हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या करा था, डायरेक्ट बाहर वाला ही ब्रैकेट लिया था, इसलिए सब अलग अलग से माइनस करा, ठीक है। तो अब अगर आप ऐसा निकालते हो तो हर कंपोनेंट आपको रुपीज़ में जो पैसा दे रहा है दैट इज़ 25750 और कॉस्ट आपको इतनी पड़ रही है। ये एक कंपोनेंट का, एक एसी का प्रॉफिट हो गया, तो 2400 से मल्टीप्लाई करा तो इतना प्रॉफिट। अब आपको करना क्या है, बस सेम कैलकुलेशन करो, क्योंकि इतना प्रॉफिट हो नहीं रहा है। ये कब होता प्रॉफिट, जब आज ही पैसा सारा मिल जाता, पर आपको तो 6 महीने बाद मिलेगा। तो 6 महीने बाद के ये दो रेट लगेंगे, मानते हो, बिड और आस्क के। तो 52 रुपये और 27.75 लगा के 52 और 27.75 लगा के कितना प्रॉफिट आ रहा है, 31,20,000, सेम फॉर्मूले में। सो 34,80,000 की जगह अगर इतना ही प्रॉफिट हो रहा है तो आपको लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 3,60,000। तो हम क्या लिखेंगे, लॉस ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। ये मेरा सेटलमेंट यहाँ हो जाता तो 34,80,000 कमाता, यहाँ हो रहा है तो मैं कितना 31,20,000 कमा रहा हूँ। सो दैट इज़ लॉस 3.6 लैक्स का। बहुत क्लियर। प्रॉफिट होता तो हम प्रॉफिट बोलते हैं, गेन बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करो द लॉस और गेन ड्यू टू ट्रांजैक्शन। फिर से ट्रांजैक्शन एक्सपोजर निकालने बोल रहा है, पर वो ऑपरेटिंग एक्सपोजर भी बोल रहा है। अब ऑपरेटिंग एक्सपोजर और कुछ नहीं सर, इकोनॉमिक एक्सपोजर है, ये हम बात करेंगे। इफ़ द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर इज 25,000 रुपीज़। आपने करना क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप 500 यूरो को भूल जाओ, यानी कि आप अब सिर्फ फॉरेन करेंसी में इंपोर्टेड कंपोनेंट्स ला रहे हो। इसके बाद कहीं पे भी फॉरेन करेंसी नहीं है। जब आप इंडिया में असेंबल करके बेच रहे हो तो उसमें आपको 25,000 रुपये में आप बेच रहे हो। आपने अपनी जो इन्वॉइसिंग थी वो फॉरेन करेंसी इन्वॉइसिंग से होम करेंसी इन्वॉइसिंग पे आप शिफ्ट हो गए, तो सेल्स आपका 25,000 फिक्स हो गया, आज मिले या कल मिले, ठीक है। तो अब आपको जो रिस्क है सिर्फ इसका रहेगा, सिंगापुर डॉलर के पेमेंट का। तो आज का रेट और कल का रेट आपको लेना है। क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया रहता तो मैं क्या करता, वापस से सारा कैलकुलेशन करता। अब यूरो की मेरे को ज़रूरत नहीं है, 25,000 रुपये सीधा सीधा लिखता। सिंगापुर डॉलर का रेट 27 रुपये 25 पैसे लेता और आज का बाद में वापस कैलकुलेशन करता और सिंगापुर डॉलर का रेट 27 रुपये 75 पैसे लेता और मैं प्रॉफिट लॉस निकालता। पर क्वेश्चन आपको एक और डेटा दे रहा है कि आज के जो रेट है ना, करंट एक्सचेंज रेट, वो बदल गए। तो अब आप इसको स्पॉट मानो और इसको फॉरवर्ड मानो और इन दोनों के बीच का प्रॉफिट और लॉस निकालो। पुराने स्पॉट रेट भूल जाओ, हो सकता है 15 मिनट का गैप आ गया होगा, ये रहा, पुराने वाले यहाँ के थे, अब नए वाले यहाँ के, कोई बात नहीं, दोनों स्पॉट रेट ही है। तो अब मैं लूँगा 27 रुपये 15 पैसे, है ना, 27 रुपये 15 पैसे मेरा ये इकलौता रिस्क है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में। सो वापस से सारा कैलकुलेशन करेंगे सर, 2400 रखेंगे अंदर। देखो अब यूरोज़ नहीं है, सीधा 25,000 रुपये का मेरा सेल्स आ गया यहाँ पे, ठीक है, आ गया। अब मैंने 27 रुपये 15 पैसे पे 800 सिंगापुर डॉलर का सेटलमेंट करा, बाकी की कॉस्ट सेम। तो अब आपका प्रॉफिट बनता है 18,72,000 रुपये, यानी 72,000। ये हो गया करंट रेट पे जो अभी बदल गए। लेकिन
आपको आज तो वैसे भी पैसा नहीं मिल रहा या देना नहीं है ना। आपको आज देना है क्या 800? नहीं देना, आपको 6 महीने बाद देना है, और 6 महीने बाद रेट देखो बढ़ गए। याद, अगर आपकी कॉस्ट बढ़ गई तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, वही हुआ। अब आपका प्रॉफिट बनता है सिर्फ 7,20,000 का। सो 18,72,000 से अब 7,20,000 हो गया मेरा प्रॉफिट। तो मेरा एक लॉस ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर है, वो है 11,52,000। ये हो गया ट्रांजेक्शन एक्सपोजर की वजह से लॉस। ठीक है, दोनों में सिर्फ क्या हुआ, करंट एक्सचेंज रेट बदल गए अभी तक जो दोनों ट्रांजैक्शन एक्सपोजर्स हमने देखे। अब हम एक बात करते हैं सर इकोनॉमिक एक्सपोजर की, या आप ऑपरेटिंग एक्सपोजर की बोलो। ऑपरेटिंग एक्सपोजर, इकोनॉमिक एक्सपोजर, इसको तो कंसिडर करता ही है 11,52,000 रुपए के नुकसान को। पर थोड़ा ध्यान देना, वो ये भी कंसिडर करेगा, कहाँ मैंने लिखा था ना, थोड़ा सा तो चेंज दिखाया था मैंने, पता नहीं कहाँ गया, हाँ ये रहा। पर वो ये भी कंसिडर करेगा कि अभी अभी में ऑर्डर, अभी अभी में करंट एक्सचेंज रेट में कुछ बदलाव आ गए, और वो बदलाव आने की वजह से ध्यान देना, जो सामने वाली पार्टी है जिसने हमको ऑर्डर दिया है, जो खरीद रही है हमसे, जिसको हम बेच रहे हैं, वो डिमांड में ऊपर नीचे कर देगा। ध्यान देना कैसे देखो, अब हम जो चार्ज कर रहे हैं वो 25,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, यानी कि फॉरेन करेंसी का अब हमें रिस्क नहीं है। आज भी मिल रहा है तो 25,000, 6 महीने बाद भी मिल रहा है तो 25,000। पर जर्मनी में जो बंदा बैठा हुआ है, उसे अगर आज देना होता पैसे हमें, तो वो अपने कंट्री में यूरोज दे के 25,000 लेता। ठीक है, अब यूरो यहाँ पे बेस करेंसी है, ध्यान देना सर, यूरो यहाँ पे बेस करेंसी है, उस भाषा में बात करो। उसको वो क्या करता, अपने कंट्री में जाता, यूरो बेचता है ना, और रुपीस खरीदता। तो यूरो अगर वो बेचता तो वहाँ की बैंक यूरो खरीदती 51.50 के रेट से। तो ध्यान दो, उसको अपनी कंट्री में 25,000 रुपये का जुगाड़ जमाने के लिए कितने यूरोस देने पड़ते पुराने एक्सचेंज रेट पे? उसको अपने जेब से देने पड़ते 485.44 यूरो। ठीक है, और ठीक उसके 15 मिनट बाद एक्सचेंज रेट बदल गए। मैं 15 मिनट अपने मन से बता रहा हूँ, करंट एक्सचेंज रेट ये, पर वो बदल गए। उसने इस पे ट्रांजैक्शन नहीं करा, अगर करता तो 485 यूरोज उसके हर एसी पे जाते, क्योंकि अब उसको रुपीस खरीदना है अपने कंट्री में। पर ध्यान देना सर, अब करंट एक्सचेंज रेट बदल के क्या हो गए, 51.75। ठीक है, सो पहले का मैं वापस से यहाँ पे लिख लेता हूँ। अगर पुराने रेट पे वो करता तो उसको पड़ता 51.50, नए रेट पे अगर अब उसे 51.75 पड़ेगा। पुराने रेट पे एक एसी पड़ रहा था उसको 485.44 का, अब उसे पड़ रहा है 483.09 का। आप समझ रहे हो, पहले 25,000 रुपये खरीदने के लिए उस पार्टी को 485 यूरोस देने पड़ रहे थे, अब 483 यूरोस देने पड़ रहे हैं। उसको कितने यूरोस का फ़ायदा हुआ, उसकी जो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एसी है वो 2.35 यूरो से कम हो गई। अगर इतने से कम हुई है तो वो कितना परसेंट है, कितना परसेंट ऑफ ओरिजिनल उसकी कॉस्ट पहले ये थी, अब वो कितने परसेंट से कम हो गई, कैसे निकालोगे सर, दिस डिवाइडेड बाय 485.44। क्या मैं बोल सकता हूँ कि उसकी कॉस्ट 0.48% से गिर गई है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, प्राइस इलास्टिसिटी नाम की एक चीज़ होती है इकोनॉमिक्स में। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एस्टिमेटेड टू बी 1.5। इसका मतलब अगर प्राइस 1% से गिरती है तो डिमांड 1.5% से बढ़ जाएगी। प्राइस 10% से बढ़ेगी, ले लो चलो बड़ी हुई ले लो, प्राइस 10% से बढ़ेगी तो डिमांड 15% से गिर जाएगी। हर एक के बदले 1.5 का इम्पैक्ट आएगा डिमांड पे। तो अब अगर हमारी प्राइस 0.48% से गिरी है तो उसके 1.5 टाइम्स होता है 0.72। सो प्राइस अगर 0.48% से गिरी है तो डिमांड जो है 0.72% से बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। जनरली चीज़ें सस्ती होती है तो आपकी डिमांड या परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, आप ज़्यादा खरीदते हो। वही चीज़ यहाँ पे है, अगर आपकी चीज़ प्राइस सस्ती हो गई तो आपकी क्वांटिटी जो है डिमांड वो बढ़ जाएगी।
अभी की एग्जिस्टिंग डिमांड कितनी है सर? 2400 यूनिट। सो 2400 पे 0.72% भी बढ़ता है तो तकरीबन आप नोटिस करोगे 17 यूनिट्स आपके डिमांड के बढ़ जाएंगे। यानी कि जर्मन पार्टी अब 2400 नहीं 2417 यूनिट का ऑर्डर देगी हमें, और हमें उस चीज का फायदा मिलेगा। तो ये जो 17 यूनिट का स्पेसिफिक आपको गेन है वो भी ऑपरेटिंग एक्सपोजर में आएगा। कैलकुलेशंस यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना सर। पहले करंट प्राइस फॉर ईच यूनिट। सो पहले जर्मन पार्टी को एक एसी इतने यूरोस का पड़ रहा था, अब एक एसी इतने यूरोस का पड़ रहा है, क्योंकि करंट रेट बदल गए। एक्सचेंज रेट में बदलाव की वजह से उसकी कॉस्ट हो गई कम 0.48% से। ठीक है, अगर उसकी कॉस्ट कम हुई है 0.48% से तो डिमांड बढ़ जाएगी 0.72% से, और अब वो ऑर्डर करेगा 2417 यूनिट्स का। अब ये 17 यूनिट्स का आप अलग से प्रॉफिट निकालना चाहो तो निकाल लो। तो अब इस पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ सिंपल भाषा में, फिर वहाँ पे वापस से एक बार एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। ये देखो ऐसा टाइमिंग हो गया। अब एक्सचेंज रेट ऐसे बदले, है ना, यहाँ के यहाँ पे करंट एक्सचेंज रेट, अब वो सब कंसिडर करना है, डिमांड भी और टाइमिंग भी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 2400 यूनिट बेचता, अगर कुछ भी नहीं होता तो डिमांड भी इतनी ही रहती। 2400 यूनिट बेचता जिसमें से 25,000 थी मेरी सेलिंग प्राइस। ध्यान देना सर, मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, मैं 2400 यूनिट बेचता, 25,000 थी मेरी सेलिंग प्राइस, 800 सिंगापुर डॉलर देने थे पुराने रेट पे, जब एक्सचेंज रेट बदले भी नहीं थे तब 27 रुपये 15 पैसे, और उसमें आप 1,000 रुपये का फिक्स कॉस्ट और 1500 का वेरिएबल कॉस्ट ऐड करते, है ना। ये ऐसा हो गया। अब 2400 इंटू ये कितना आ रहा है, 800 इंटू 27.15 प्लस 1,000 प्लस 1500 माइनस 25,000, सो ये 780। सो वो आता है 18,72,000 का आपको प्रॉफिट होता इस पॉइंट पे। ये मान रहे हो आप बात को। पर अब क्या हुआ, एक्सचेंज रेट बदल गए, आपकी डिमांड बदल गई, डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने की वजह से अब जब आखिरी में सेटलमेंट की टाइम आई तो अब आप 2417 यूनिट बेच रहे हो सर। अब 2400 नहीं तो 17 यूनिट का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट ले लिया इन ब्रैकेट। 25,000 रुपये तो सेलिंग प्राइस कंफर्म थी, 800 सिंगापुर डॉलर जो है वो अब 27 रुपये 75 पैसे पे आपको पे करना पड़ेगा, अब 15 पैसे नहीं। तो मैंने ट्रांजैक्शन एक्सपोजर भी ले लिया। ठीक है, कि दो डेट में अलग अलग चेंज होने की वजह से जो एक्सचेंज रेट का बदलाव आया, क्वांटिटी भी ले ली मैंने, डेट्स की एक्सचेंज रेट का भी ले लिया, और आप यहाँ पे और माइनस करोगे 1500 का वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद मैं बाहर में माइनस करूँगा 24 लाख रुपए। ये क्या है सर, फिक्स कॉस्ट, क्योंकि मेरी फिक्स कॉस्ट जो थी वो 1,000 रुपये की फिक्स थी सर, और क्वांटिटी बढ़ने से फिक्स कॉस्ट नहीं बदलती। जैसे कि रेंट हो गया, अब मैं इस रूम में अगर मान लो 25,000 रुपये मेरे ऑफिस का मैं रेंट पे कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 5 लोग बैठे या 10 लोग बैठे या 15 लोग बैठे, जितना बैठा सकता हूँ, अगर मैं क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ तो रेंट नहीं बढ़ता। वैसे यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाने से आपका फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ा होगा। ठीक है, तो अब आप इसका प्रॉफिट निकालोगे, वो कुछ आएगा 800 इंटू 27.75 प्लस 1500 माइनस 25,000 इंटू 2417 माइनस 24 लाख। अरे रुको, 27.75 प्लस 1500 माइनस 25,000, अरे प्लस 24 लाख प्लस 24 लाख, तो वो आता है 7,42,100। सिंपल देखो, अब आपका ये जो 7,42,100 है, पहले प्रॉफिट होता तो 1872 का होता, अब हो रहा है तो 742 का हो रहा है। इन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो वो निकल के आएगा 1129,900। ये है आपका ऑपरेटिंग एक्सपोजर, यह है आपका ऑपरेटिंग एक्सपोजर। और इसके भी हम दो हिस्से आई थिंक कर सकते हैं। आपका पुराना ट्रांजैक्शन एक्सपोजर इसमें कितना था, 11,52,000 का ट्रांजैक्शन एक्सपोजर लेके चलूँगा मैं। यह है लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, सेम चीज़ें थी उसमें।
और जो बैलेंस अमाउंट आ रहा है वो आपका 22,100 रुपये का आ रहा है, गेन ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड। समझ रहे हो? सो आपका ये जो 1129 आया वो दो चीज़ों का टोटल था सर, 11,52,000 का लॉस और 22,100 रुपये का प्रॉफिट। इन दोनों को नेट करोगे तो भी लॉस ही आ रहा है 11,29,000 का। दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपोजर, लॉस ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्सपोजर। अब आप बोलोगे कि ये 22,100 रुपये का क्या कैलकुलेशन है? बहुत सिंपल है, आप सिर्फ प्रॉफिट निकालो 17 यूनिट पे, पहले के रेट पे और अभी के रेट पे आपका एग्जैक्ट इतना ही आएगा। मैं एक बार कैलकुलेशन कर लेता हूँ। आपको फिक्स कॉस्ट इसमें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। 800 इंटू 27.15 प्लस 1500 माइनस 25,000 इंटू 17, तो पहले अगर प्रॉफिट होता तो 30,260 का आ रहा है शायद, और 800 इंटू 27.15 की जगह 15 प्लस 1500 माइनस 25,000, $30,260, 800 इंटू 27.75, हाँ सिंपल, सॉरी पुराने नहीं, ये तो नए रेट पे मैं कैलकुलेट इजीली कर लूँगा। 17 यूनिट पे 25,000 माइनस 800 सिंगापुर डॉलर 27.75, सिर्फ क्वांटिटी पे निकालना है इसलिए, प्लस 1500 का वेरिएबल कॉस्ट। अब ये कैलकुलेट करके देखो, 22,100 एग्जैक्ट। सो ये फ़र्क है सर, वो जो 1129 आया वो लॉस आपका एक लॉस और एक गेन का टोटल था। ठीक है सर, अभी बहुत टाइम हमने इस क्वेश्चन में दिया ताकि एक ही क्वेश्चन हमारा डिटेल में हो जाए। ये रहा 1129,900। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने ये वाला जो पार्ट है इसमें थोड़ा ध्यान देना, इंस्टीट्यूट ने ये वाला जो पार्ट है इसमें पूरे 17 यूनिट पे भी वेरी फिक्स कॉस्ट ले ली, यानी फिक्स कॉस्ट भी बढ़ रही है ये माना, पर उसके बाद ऑल्टरनेटिव दिया कि अगर हम अज्यूम करें कि फिक्स कॉस्ट शॉल नॉट बी चेंज्ड, जो कि सही है फैक्ट, अगर आपने कॉस्टिंग पढ़ा है तो फिक्स कॉस्ट नहीं बदलती, उस हिसाब से आंसर आपका ये आना चाहिए, और यही हमारा अभी आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे थोड़ा सा ध्यान देंगे सर अब। नवंबर 22 का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टू वे कोट अपीयर इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखना टू वे कोट यानी कि बिड आस्क दिया हुआ है रुपीज़ पर डॉलर। अब यहाँ से नहीं, वो यहाँ से मैंने इंटरप्रेट कर लिया कि 74 रुपये 25 पैसे, ये डॉलर नहीं हो सकता, ये रुपए है, तो रुपीज़ पर डॉलर का रेट दिया हुआ है, बेस करेंसी मेरी डॉलर है, उसके बाद 2 महीने का स्प्रेड भी दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में स्प्रेड दिया हुआ है। ठीक है, तो आप उस चीज़ को 2 मंथ्स का दिया है तो एक चीज़ क्लियर मानो कि सर वो स्प्रेड यानी कि प्रॉफिट मार्जिन का डिफरेंस नहीं है इसका बिड और आस्क का, ये है आपके एक्चुअली स्वैप पॉइंट्स, तो आप उसको स्वैप पॉइंट्स की तरह ही ट्रीट करोगे सर, पर लेकिन वर्ड्स तो ये दिए हुए हैं, अब उन्होंने यूज़ करे हैं तो रिजिडिटी नहीं रखेंगे। मैंने कैसे जाना ये स्वैप पॉइंट्स है, क्योंकि 2 मंथ्स आगे में बहुत क्लियरली लिखा है कि वो आगे के रेट के लिए बोल रही है, फॉरवर्ड। ठीक है, और क्या है, 1 रुपया और 1 रुपये 25 पैसे का स्प्रेड है, और ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो हम ऐड करेंगे, कैसे ऐड होगा ध्यान देना सर, 74 में एक ऐड कर दिया वो हो गया 75, और 74.25 में 1.25 ऐड करा तो वो हो गया 75.50, ये बन गया मेरा फॉरवर्ड रेट 2 महीने बाद का। आगे देखो, अब वो उसने बोला 2 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट निकालो, वो मैंने निकाल दिया, देख लेते हैं सही है कि गलत है। 75 और 75.50 सही है, पूरा 1 रुपये ऐड करा हमने यहाँ पे, और यहाँ पे 1.25 रुपये। हाउ मैनी $US शुड द फर्म सेल to get 10 lakh rupees in the spot market and after 10 months, after 2 months, कितने डॉलर्स बेचने की ज़रूरत है 10 लाख रुपए खरीदने के लिए? ध्यान देना सर, कभी भी अगर रिक्वायरमेंट आपको डालनी है बैंक के पास में तो असेट के टर्म में डालो। इन्होंने जो पूछा ये प्राइस करेंसी है आपकी, सो आपकी रिक्वायरमेंट आप पहले तो बदलो। 10 लाख रुपए ध्यान देना आपको खरीदने हैं, गेट, और क्या बेचना है, डॉलर बेचना है। डॉलर इज़ द फॉरेन करेंसी, आपका बेस करेंसी असेट। आप डॉलर बेचोगे तो बैंक डॉलर खरीदेगी। स्पॉट रेट ये रहा आज का और कल का 74 और 75, सो 10 लाख डिवाइडेड बाय
10 लाख रुपए चाहिए, सो 10 लाख डिवाइडेड बाय 74 करोगे, क्योंकि ध्यान देना 74 भी रुपीज़ है, 10 लाख भी रुपीज़ है, दोनों सेम करेंसी है, डिवाइड करूँगा 10 लाख डिवाइडेड बाय 74। आज अगर मुझे 10 लाख रुपए बैंक से चाहिए तो बैंक को इतने डॉलर बेचने की ज़रूरत है, मैं डॉलर बेचूंगा, बैंक खरीदेगी। बिड रेट असेट के टर्म में मैंने बात करा तो मेरे को काफ़ी आसानी हो गई, ठीक है। मैं इतने डॉलर बेचूंगा तो बैंक खरीदेगी, बिड रेट, ठीक है। दोनों सेम करेंसी रही तो हमने डिवाइड करा, अपोजिट रहती तो मल्टीप्लाई करते। और आगे देखो, हाउ मेनी रुपीज़, अब थोड़ा सा, रुपीज़ इज द फर्म रिक्वायर्ड टू पे टू ऑब्टेन डॉलर, तो मैं सिर्फ असेट पे फोकस करूंगा, मैं डॉलर खरीदना चाहता हूं, ठीक है। मैंने असेट पे फोकस करा, रुपी रिक्वायरमेंट छोड़ दो, असेट। आप डॉलर खरीदना चाहते हो तो बैंक डॉलर बेचेगी, बेचने का रेट है 74.25 आज का, और 1 महीने 2 महीने बाद का 75.50 स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट। सो ये रहा 74.2550। 80,000 डॉलर चाहिए थे तो कितने रुपए आपको देने पड़ेंगे? डॉलर आपको खरीदना है, बैंक को बेचना है, आस्क रेट लगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ध्यान देना, डॉलर 80,000 की करेंसी है डॉलर, और उसकी है रुपीज़, दोनों अपोजिट है, इसलिए मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई डिवीजन भी समझ में आना चाहिए। इसके बाद का पार्ट ले लो। हाँ, अज्यूम करो कि फर्म के पास $27,600 ऑलरेडी है करंट अकाउंट में, जिस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, ध्यान दे रहे हो। डॉलर के डॉलर पड़े रहेंगे 2 महीने तक तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो इससे अच्छा क्या करो, इस डॉलर को उठा के स्पॉट मार्केट में बेच दो, बैंक खरीद लेगी 74 रुपये, 74 रुपीज़ में, ठीक है। और उसको इंडियन करेंसी में इन्वेस्टमेंट करो, एटलीस्ट इंडियन करेंसी में पैसा आने के बाद इंटरेस्ट तो मिलेगा, डॉलर में तो इंटरेस्ट मिल भी नहीं रहा। ROI ऑन रुपी इन्वेस्टमेंट इज 10% पर एनम। शुड द फर्म एनकैश द डॉलर नाउ और आफ्टर 2 मंथ्स? अब ध्यान दो, ये डॉलर मैं आज भी बेच के रुपीज़ ले सकता हूं, और ये डॉलर मैं कल भी बेच के रुपीज़ ले सकता हूं, ठीक है। आज बेचा तो स्पॉट रेट पे बिकेगा, कल बेचा तो भैया मेरा फॉरवर्ड रेट पे बिकेगा। देख लो, अब आप एक काम करो, डॉलर जो है आज बेचोगे तो बैंक खरीदेगी 74 पे, 2 महीने बाद बेचोगे तो बैंक खरीदेगी 75 पे। तो सबसे इजी तो मेरे को लग रहा है, सबसे पहले ये भी कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। $27,600 है, यहाँ पे भी $27,600 है। एक चीज़ क्लियर है कि 2 महीने डॉलर को डॉलर के करंट अकाउंट में रखने पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो आज भी बेचूंगा तो 27,600, कल भी डॉलर बेचूंगा तो 27,600। तो मैंने अगर 75 के रेट से 2 महीने बाद के फॉरवर्ड रेट पे बेच दिया तो मेरे पास 20,70,000 रुपये होंगे, ठीक है। क्लियर है। अब आप एक काम करो, आज बेच के देखो तो 74 के रेट पे बेचोगे तो आपके पास कितने आ गए, 20,42,400। अब आप क्या करोगे, इसको और उसको कंपेयर नहीं कर सकते सर, क्योंकि ये 2 महीने पहले की अमाउंट है, वो 2 महीने बाद की अमाउंट है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जानो। तो आपको करना बस इतना सा है कि ये रुपी वैल्यू आप 2 महीने के लिए इन्वेस्ट करके यहाँ पे लेके आ जाओ। अब 10% का रेट है पर एनम का, तो 10/12 इंटू 2, 1.67% आता है। मैंने क्या करना है, बहुत सिंपल, 10% का इंटरेस्ट इस पर कैलकुलेट करता हूँ, 20,42,400 इंटू 10% कर दिया, तो ये तो मेरा इंटरेस्ट आ गया साल भर का। तो मैं इसको डिवाइड करूँगा 12 से, मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो इंटरेस्ट ऐड होता है 34,040। अब ये इंटरेस्ट मैं ऐड कर लेता हूँ, मुझे 2 महीने बाद रुपीज़ में कितने पैसे मिलेंगे, 20,76,440। अब आप कंपेयर कर सकते हो क्योंकि दोनों की टाइमिंग सेम है। तो अब कंपेयर करने पे तो ये तो बहुत क्लियर हो गया कि यार यहाँ पे ज़्यादा पैसे हैं। इसका मतलब क्या डिसीजन लोगे, आज ही डॉलर को कन्वर्ट कर लो स्पॉट रेट पे और इन्वेस्ट कर दो 2 महीने के लिए, क्योंकि ऐसा करने पे 2 महीने बाद ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, डायरेक्ट डॉलर बेचने के बाद नहीं आ रहे 2 महीने बाद इतने पैसे। 6,440 का फ़र्क आ रहा है, 20,76,000। ये देखो 20,76,440 और दूसरे केस में 20,70,000, बस ख़त्म। इट इज़ बेटर टू गेट कन्वर्टेड इनटू रुपीज़ नाउ एंड गेट देम इन्वेस्टेड इन इंडिया। ख़त्म।
चलो सर, क्वेश्चन नंबर 19 पे अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट शुरू हो गया सर। अब आपको कब कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आज करें कि कल करें, ये डिसाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 19 भी कुछ ऐसा सा है, ध्यान देंगे। आओ सर, क्वेश्चन नंबर 19 अब हमारे सामने में है। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, समझोगे अच्छे से। और अगर आप ये कर पाए, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ये एक टेस्टिंग की तरह लेना। अगर आप ये कर पा रहे हो तो आप समझो कि आपका काफ़ी अच्छा लेवल आ चुका है फॉरेक्स के चैप्टर में। अगर आप मेरे सजेशन के बिना ही ऑलरेडी कर चुके हो, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका एक काफ़ी अच्छा लेवल फॉरेक्स में आ चुका है, रेट पिक करने का, गलती नहीं होने का। ध्यान देना सर, एक ब्रांच है हमारी सिडनी में। सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है कि सिडनी कौन से देश में आता है, न्यूयॉर्क कौन से देश में आता है, टोक्यो कौन से देश में आता है। आप बोलोगे सर हमें ये कैसे पता रहेगा, मतलब हमसे क्या एक्सपेक्ट करे जा रहा है। ऑब्वियसली आपसे ही एक्सपेक्ट करा जाएगा, आप बड़े हो चुके हो, आपको दुनियादारी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दुनियादारी में दुनिया तो आ रही है ना, ये दुनिया में ही है। ठीक है, तो वो पता होना चाहिए। सिडनी आता है आपका ऑस्ट्रेलिया में, न्यूयॉर्क आ गया आपका अमेरिका में, टोक्यो आ गया आपका जापान में। तो इसकी करेंसी हो गई ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इसकी करेंसी हो गई यूएस डॉलर, इसकी करेंसी हो गई जापानीज येन। मैं अभी भी यहाँ पे लिख देता हूँ, खाली बोलने से काम नहीं बनेगा सर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर, जापानीज येन सबसे पहले तो, ठीक है, दे दिया। उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दो। अब आप हो सिडनी में, आपकी होम कंट्री है फिलहाल के लिए सिडनी, यानी कि होम कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, उसकी सिटी है सिडनी। तो 7 लाख यूएस डॉलर आपके पास में पड़े हुए हैं। आपने यहाँ पे लिख दिया सरप्लस। बहुत बच्चों को लगेगा कि फालतू के पड़े हुए हैं, है ना। सरप्लस का मतलब वही होता है, पर सर फालतू के नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया देता हूँ। ये वाला पार्ट अभी हटा दो, ये भी हटा दो। सर ये फालतू के नहीं है, ध्यान देना आगे क्या लिखा हुआ है कि आपके पास ये सरप्लस है सिर्फ 2 महीने के लिए, क्योंकि 2 महीने बाद ये रीपे करना है जिनसे हमने उधार लिया था। सो हमारी कॉस्ट पड़ रही है ऑलरेडी उस पर 6% पर एनम। सो अंदाज़ा मैं आपको बता देता हूँ कि 17 लेट्स से एग्जाम्पल कि 17 लाख यूएस डॉलर आपने लोन लिया था अमेरिका से, उसमें से 10 लाख यूएस डॉलर आप यूज़ कर चुके हो या फिर आपने रीपे कर दिया होगा या जो भी होगा। पर अनफॉर्चुनेटली 7 लाख यूएस डॉलर जिस पर्पज़ के लिए आपने और लोन उठाया था वो काम नहीं आ रहे, तो अब वो सरप्लस पड़े हुए हैं। इनको चुकाना है 2 महीने बाद। थोड़ा सा ध्यान देना, इनको 2 महीने बाद चुकाना है, जिस पे 6% की कॉस्ट आ रही है पर एनम, यानी कि 0.5% हो गया पर मंथ और 1% हो गया 2 महीने का। अगर हम चुकाने जाएंगे तो एग्जैक्टली वो आएगा 7.07 लाख डॉलर। इतने हमें यूएस डॉलर 2 महीने बाद चुकाने हैं, और हम बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो 2 महीने बाद इतने यूएस डॉलर हमें खरीदने पड़ेंगे, है ना, और चुकाने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉज करते हैं, मैं बाद में वापस आता हूँ इस पर। अब पर 2 महीने के लिए तो हमारे पास सरप्लस है, तो ये फंड्स को खाली पड़े रहने से अच्छा कहीं इन्वेस्ट कर दो 2 महीने के लिए। सो हमारे पास 3 ऑप्शन है। हम सिडनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में, हमारी कंट्री में उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, न्यूयॉर्क में या टोक्यो में। ध्यान देना, जिस भी सिटी में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, कंट्री में इन्वेस्टमेंट करोगे, उसकी करेंसी में करोगे। सिडनी में करोगे तो एयूडी में होगा, टोक्यो में करोगे तो जापानीज येन में होगा, और न्यूयॉर्क में करोगे तो यूएसडी में ही होगा। अभी आपके पास कौन सी करेंसी में है सर? वो यूएसडी में है। ठीक है, ध्यान दो, एट प्रेजेंट आपकी ये सिचुएशन है कि आपके पास वो यूएसडी में है। अगर आप कोई सिटी में इन्वेस्टमेंट कंट्री में करना चाहते हो तो इस करेंसी में करोगे। सो ध्यान दोगे, सेकंड वाला जो पार्ट है न्यूयॉर्क का, यूएसडी ही है आपके पास और यूएसडी में ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहाँ कन्वर्जन की कोई ज़रूरत ही नहीं है आखिरी तक। आप एक काम करो कि भैया आप जिस कंट्री करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो करो, बाकी का जो प्रॉफिट लॉस आता है इन दोनों का वो ही सेटल करो 2 महीने बाद। ये हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद, चलो आ जाओ। पर अगर आपको मान लो सिडनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले डॉलर को आज ऑस्ट्रेलियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डॉलर बेचोगे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर खरीदोगे, ठीक है। फिर जापानीज येन में भी करना है तो यूएस डॉलर बेचोगे, जापानीज येन खरीदोगे। द प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन इज आपको डायरेक्ट यूएसडी जापानीज येन का कोई रेट ही नहीं दिया हुआ है, इसलिए पहले यूएसडी को आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कन्वर्ट करोगे और फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर को जापानीज येन में करोगे। तो यहाँ क्रॉस रेट्स की मदद आप ले सकते हो। हम इस क्वेश्चन में क्रॉस रेट्स में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, समझने में और ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है, ध्यान देना। तो आप अब देख रहे हो कि यहाँ कन्वर्जन आ रहा है डायरेक्ट, यहाँ कोई कन्वर्जन ही नहीं आ रहा, और यहाँ 2 बार कन्वर्ट करना पड़ रहा है, यूएसडी से ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर से जापानीज येन, तब जाके इन्वेस्टमेंट हो रहा है। फिर वापस जब जापानीज येन आएंगे तो उसको हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारी कंट्री की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। आगे देखो,
विदाउट एनी एक्सचेंज रिस्क टू द बैंक आपको नीचे रेट दिए गए हैं और अब आप बताओ 2 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। अगर आप सिडनी में करते हो तो इतना कमाओगे, न्यूयॉर्क में करते हो तो इतना कमाओगे, टोक्यो में करते हो तो इतना कमाओगे। ठीक है सर। द मार्केट रेट्स इन ऑस्ट्रेलिया फॉर डॉलर एंड येन भी आपको दिए हुए हैं और थोड़ा सा आप ध्यान देना, यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है इस क्वेश्चन का कि रेट कैसे दिया है सिडनी और न्यूयॉर्क। आप बताओ अब ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर यूनिट ऑफ यूएस डॉलर है कि यूएस डॉलर पर यूनिट ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। यहाँ पे आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि प्रैक्टिकली कौन सी करेंसी वीक है, कौन सी स्ट्रांग है। सो इन दोनों के केस में सिडनी वाली करेंसी यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर वीक है, न्यूयॉर्क करेंसी स्ट्रांग है। सर आगे आ जाओ, आपको यहाँ से शायद थोड़ा ना समझ में आए लेकिन यहाँ से तो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। सिडनी ऑन टोक्यो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपका यहाँ पे स्ट्रांग है और वीकर करेंसी है आपकी जापानीज़ येन यानी कि ये। अब आप अंदाज़ा लगा के देखो कि 79 अगर दिया है तो वो 79 ऑस्ट्रेलियन डॉलर देने पड़ेंगे एक येन के लिए, ऐसा है, या फिर इतने येन देने पड़ेंगे $1 के लिए। ऑब्वियसली इतने येन देने पड़ेंगे एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए। तो ये है सर आपका जापानीज़ येन पर यूनिट ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। वैसे ही आपका ऊपर का है यूएस डॉलर पर यूनिट ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर, क्योंकि एक से नीचे है सर वो 0.71 है तो वो यूएस डॉलर ही होगा फॉर 1 यूनिट ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन डॉलर वीकर है, वो ज़्यादा होना चाहिए था एक से। अगर एक से ज़्यादा लिखा होता तो मैं उल्टा ले लेता उस चीज़ को। सो अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये चीज़? बहुत सिंपल है सर, आप एक काम करो, सीए बनने के बाद में आप घूमने कहाँ जाने वाले हो अपनी पहली सैलरी या फिर कमाई के पैसों से, आप ये पता लगाओ, थोड़ा सा पैकेज तो बनाओ। आप अमेरिका का बनाओ, आप यूरोप का बनाओ, आप सिंगापुर का बनाओ, जापान का बनाओ, या 5-7 कंट्रीज जो या कॉन्टिनेंट है मैं उसका बता रहा हूँ, बनाओ, बस बनाओ, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्गर है, कौन सी वीकर है। दिस इज कॉल्ड एज अ प्रैक्टिकल नॉलेज। जाना नहीं जाना बात की बात। अब ध्यान दो, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में जो काम के नहीं हैं वो मैं आपको पहले ही स्ट्राइक ऑफ कर देता हूँ। आपको ये कोई काम का नहीं है सर, 1 मंथ का काम का होता तो मैं डिस्कस करता। अब आपके सिर्फ 2 मंथ्स के काम के। अब 2 मंथ्स के देखना, आप स्वैप पॉइंट्स दिए हुए हैं। स्वैप पॉइंट्स में ये वाले पॉइंट्स आपके असेंडिंग ऑर्डर में है और ये वाले पॉइंट आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में है। मैंने आपको सिखाया था कि भैया स्वैप पॉइंट्स यानी कि ये फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए दिया हुआ है। स्पॉट में आप स्वैप पॉइंट ऐड करोगे अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में है यानी कि बढ़ रहे हैं, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो वो आप माइनस करोगे। ठीक है, आखिरी डेसिमल से चलते हुए आएंगे। तो पहले हम ये रेट्स निकाल के रख देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर। देखो अब ये 25 एडजस्ट करना है 0.71 में, तो मैं क्या लिखूंगा 0.7125, क्योंकि आखिरी के 2 डेसिमल ज़्यादा यूज़फुल है उसमें, और ये होगा 0.7330। चलो आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे भी, यहाँ तो हमें रिड्यूस करना है, सो आप माइनस करो कैलकुलेटर पे, वो आएगा 79 पॉइंट। ध्यान देना सर, 55 माइनस करना है तो आप ऐसे करोगे 0.0055 माइनस करोगे, क्योंकि ये आखिरी के 2 डिजिट्स है, 2 डेसिमल वाले, वहाँ 4 में है। ठीक है, तो लिखने का ये तरीका हो गया 79.0900 है ना, तो ये बन जाएगा 0845 और 79 पॉइंट ये बनेगा 1950। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अब याद रखना। हमारे पास स्पॉट रेट भी है, फॉरवर्ड रेट भी है, जो करना है अब हम कर सकते हैं। सबसे पहले सर चलते हैं हम ये वाली चीज़ करने, यहाँ से बहुत क्लैरिटी आएगी। यूएस डॉलर को ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कन्वर्ट करो। हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? सिडनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है सर, करते हैं, एक काम करते हैं पर उसके पहले थोड़ा सा जानो। अब आपको ये जो दोनों एक्सचेंज रेट दिए हैं सर, उसमें आपने नोटिस करा होगा आपकी बेस करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जो खुद की होम करेंसी है। आप हमें ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो और ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही बेस करेंसी है। बैंक के पास जो भी कोट लेके जाओगे, बेस करेंसी में बात करना कि वो आपको खरीदना है या बेचना है। गलत रेट नहीं उठेगा सर आपका कभी भी। सो आपके लिए ये जो दोनों रेट दिए हुए इनडायरेक्ट कोट है, खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बेस करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर खरीदना है या बेचना है ये बताना आप उसको। ठीक है, आगे बात करें। अब मेरे पास क्या है सर? यूएस डॉलर है। ध्यान देना, मेरे पास क्या है? यूएस डॉलर है। 2 महीने बाद वो यूएस डॉलर का पेमेंट मुझे करना है इंटरेस्ट के साथ में, ये तो कन्फर्म है। ठीक है अब ध्यान देना, आज की डेट में मैं यूएस डॉलर बैंक को बेच देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये मैं बेच दूंगा,
और उसमें बात नहीं करना सर। आप यूएस डॉलर बेचना चाहते हो यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर खरीदना चाहते हो। आप बेस करेंसी खरीदना चाहते हो, बैंक बेचेगी आज। तो रेट कौन सा हो गया आज का? ऑस्ट्रेलियन डॉलर बैंक बेचेगी 0.73, ये रेट हो गया। ये है यूएस डॉलर में। तो आप कैसा लिखोगे? देखो सर, आज की डेट में 7 लाख यूएस डॉलर 0.73 के रेट से आप कन्वर्ट कराओगे यूएस डॉलर तो आपको मिलेंगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर 958904। ये आप ऑस्ट्रेलिया में आज इन्वेस्ट कर दो 2 महीने के लिए। तो 2 महीने का इंटरेस्ट जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा सर? 1 प्लस कितने % से इंटरेस्ट मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया में? 7.5, तो 0.075 कर दिया। पर ये साल भर का है तो डिवाइडेड बाय 12 कर दिया। अब हो गया 1 महीने का तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया। अब आप निकालो 0.075 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1 इंटू 958904। तो आपको ठीक 2 महीने बाद कितने ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलेंगे सर इन्वेस्टमेंट के? 970890। ठीक है, मिल गए। कहानी क्या ख़त्म हुई? नहीं सर, 2 महीने ख़त्म हो गए। हमारी लाइबिलिटी हमें चुकानी है। कौन सी लाइबिलिटी? 7,07,000 यूएस डॉलर जो जिससे हमने लोन लिया था। तो ये तो क्लियर है कि 2 महीने बाद इन एनी केस आप 7,07,000 यूएस डॉलर बैंक से खरीदोगे। यूएस डॉलर आपको यहीं पे दिया हुआ है, इसमें बात करते हैं। और यहाँ पे बेस करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। आपको यूएस डॉलर खरीदना है यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर बेचना है। यानी आप क्या करो, बेस करेंसी आप बेच रहे हो 2 महीने बाद, बैंक खरीद रही है 2 महीने बाद। बैंक का बेस करेंसी खरीदने का 2 महीने बाद का रेट ये है सर। जब मैंने बेस करेंसी में खरीदना बेचना दिखाया ना, तब मैंने गलत रेट कभी नहीं उठाया, 0.7125। ठीक है। सो 2 महीने बाद क्या होगा? 2 महीने बाद मुझे कितने चाहिए सर? यूएस डॉलर चाहिए 7,07,000 डिवाइडेड बाय रेट है मेरा यूएस डॉलर का 0.7125। 2 महीने बाद का डिवाइड इसलिए करा क्योंकि वो भी यूएस डॉलर में, ये भी यूएस डॉलर में। 7,07,000 यूएस डॉलर 0.7125 के रेट से खरीदने के लिए आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर चुकाने पड़ेंगे 992281। अब आप नोटिस करो कि आपको यहाँ पे हो गया लॉस, है ना सर? लॉस हुआ, आपका नेट में आउटफ्लो हो रहा है क्योंकि ज़्यादा पैसा जा रहा है। कितना? -970890। मिला कम, दिया ज़्यादा, तो ऐसा तो कोई करना नहीं चाहेगा। ये हो गया पहले वाले केस में आपका लॉस आया, वी शुड नॉट गो फॉर इट। दूसरा केस लेता हूँ सर न्यूयॉर्क का। द गुड पार्ट इज़ न्यूयॉर्क वाले केस में हमें कुछ कन्वर्जन करने की ज़रूरत ही नहीं है। यूएसडी में है, यूएसडी में इन्वेस्टमेंट करना है। आप देखो 6% से आप कॉस्ट बियर कर रहे हो, 8% आपको उसी कंट्री में मिलेगा। तो 8 - 6 कर लेता हूँ, 2% पर एनम मुझे मिल रहा है अमेरिका में। तो मेरा तो गेन यहीं पे निकल के आ रहा है। ये दूसरा ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में ध्यान देना, मेरा 7 लाख यूएस डॉलर पे, ठीक है, 2% पर एनम का फ़ायदा हो रहा है क्योंकि 6% चुकाना है, 8% लेना है। पर यह है साल भर का, तो मैंने 2/12 कर दिया। तो मुझे कितना मिलेगा? 7 लाख इंटू 2% इंटू 2/12, यानी मेरे पास जो यूएस डॉलर बचा 2 महीने बाद मैं इतने डॉलर लेके ऑस्ट्रेलिया वापस आ जाऊंगा। दिस इज़ माय गेन। जब मैं यूएस डॉलर वापस लाऊंगा 2 महीने बाद, तो ये मैं यूएस डॉलर बेच दूंगा, लेकिन ये मेरी बेस करेंसी नहीं है। ये मैं यूएस डॉलर बेच दूंगा और ऑस्ट्रेलियन डॉलर खरीद लूँगा। मैं 2 महीने बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर खरीद रहा हूँ, बैंक बेच रही है। 2 महीने बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर का बैंक का बेचने का रेट 0.7330। सो डिवाइडेड बाय 0.7330 आपको यहाँ पे गेन नज़र आएगा। गेन AUD 3183 आया समझ में? ये तो नेट ऑफ कर दिया क्योंकि सेम करेंसी में ही आपके पास पैसा पड़ा था जिसमें इन्वेस्टमेंट करना था, है ना? अब मैं तीसरा केस लेता हूँ, थोड़ा सा और ट्रिकी है, तो इसमें थोड़ी ज़्यादा ध्यान देना सर।
सो अब हम तीसरे केस में क्या करेंगे, पहले तो ऑस्ट्रेलियन यूएस डॉलर को हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस ऑस्ट्रेलियन डॉलर को बेच के जापानीज येन लेंगे और जापानीज येन को जापान में इन्वेस्ट करेंगे। जापान में इन्वेस्ट करने के साथ इंटरेस्ट के साथ वो जब वापस मिल जाएगा तो उसे ऑस्ट्रेलिया लाके वापस ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और तो हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ जाएंगे। और ध्यान देना 2 महीने बाद इतना तो चुकाना है ही आपको, 992281 इन एनी केस, तो ये तो हम माइनस कर देंगे। ध्यान देना सर, अब 7 लाख यूएस डॉलर में आज बेच देता हूँ और ऑस्ट्रेलियन डॉलर खरीद लेता हूँ। मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर खरीद रहा हूँ तो बैंक बेच रही है आज, क्या रेट लगेगा स्पॉट का, 0.73। ठीक है, सो मैंने क्या कैलकुलेशन करा यहाँ पे, 7 लाख मेरे है यूएसडी में, ऐसा लिखता हूँ, यूएसडी में मेरे पास कितने हैं 7 लाख, डिवाइड करा क्योंकि मेरा एक्सचेंज रेट भी 0.73 का यूएसडी में है। ठीक है, तो अब आपका ये करके क्या आ गया, हो गया ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ गया आपका। ठीक है, कितना, $958,904। पर आप इसको क्या करोगे, अब आप इस मार्केट में सिडनी और टोक्यो में ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो आपको मिले इसे बेच दो, और यही बेस करेंसी है। आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर बेचोगे तो बैंक खरीदेगी 79.09 में, यह जापानीज येन में है। ठीक है, 79.09 में ये मैं मल्टीप्लाई करूँगा 79.09 में, तो अब आपको मिलेंगे जापानीज येन। सही लिख रहा हूँ मैं, अब ये दोनों, ये जापानीज येन में, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर में है, इसलिए मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। सो अब मैं इसको ब्लैक में, ब्लू में लिख लेता हूँ। तो मेरे पास जापानीज येन कितने आएंगे सर, 75839,726। ठीक है, जितने भी होंगे 7,58,00,000, हाँ 7,58,00,000 ये आपने जापान में इन्वेस्ट कर दिए। इन्वेस्ट करे सर क्या रेट से, 4% पर एनम है सर, 2 महीने से ही करना है, तो आप कैसा लिखोगे उसको, 1 + 0.04, इसको डिवाइड किया 12 से, मल्टीप्लाई किया 2 से, तो अब आपको पता चल जाएगा कि कितने आपको जापानीज येन 2 महीने बाद मिल गए। ठीक है, 0.04 डिवाइड बाई 12 इंटू 2 + 1 इंटू 75839,726। तो अब आपको जो मिलेंगे जापानीज येन 2 महीने बाद वो है सर 76345,324। क्या करोगे इन 2 महीने बाद जापानीज येन को लाके, आपके पास जो मार्केट है उसमें बेच दो। सर आपके पास तो ऑस्ट्रेलिया का मार्केट है, तो आप बेच दो, जापानीज येन बेचोगे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर खरीदोगे, बेस करेंसी। आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर 2 महीने बाद खरीदोगे तो बैंक बेचेगी, क्या रेट लगेगा सर, 79.1950। बैंक बेचेगी तो आस्क रेट लगेगा 79.1950। अब ये भी जापानीज येन, ये भी जापानीज येन, 79.1950। तो अब आपको पता चल जाएगा कि आपके पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर कितने आ रहे हैं। सो वो आएंगे 964017। ये 2 महीने बाद आपके पास में आएंगे, लेकिन आपको चुकाना कितना है सर, आपको जो चुकाना है वो है उतना ही सेम 992281। यानी कि इस केस में भी आपका नुकसान हो रहा है ना, लॉस कितने का हो रहा है आपका इस केस में, 28,264 का। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, पहला लॉस ये रहा अगर आप सिडनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, दूसरा गेन ये रहा अगर आप न्यूयॉर्क में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, और तीसरा लॉस ये रहा। ठीक है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। अब आप बताओ कहाँ करोगे, न्यूयॉर्क में करोगे, क्योंकि बाकी 2 केसेस में तो वैसे भी लॉस आ रहा है। अगर प्रॉफिट आता तो जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वहाँ करते। तो ये मैं सब कैलकुलेशन यहाँ दिखा देता हूँ। देखो ये 21,391 का आपका लॉस आ गया आर्बिट्राज यहाँ पे, ये क्लियर है लॉस। ठीक है, दूसरे वाले केस में 3183 का प्रॉफिट, और तीसरे वाले केस में थोड़ा वेरी करेगा हमारा आंसर इंस्टीट्यूट से। हमारा आंसर ज़्यादा अप्रोप्रिएट आ रहा है बिकॉज हम राउंडिंग ऑफ के कोई एरर नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। हमने डायरेक्ट जो रेट थे किसी को भी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नहीं करा, कहीं पे भी क्रॉस रेट नहीं करा। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हो या क्रॉस रेट निकालते हो तो राउंडिंग ऑफ करते हो, राउंडिंग ऑफ में ही डिफरेंस आया। हमारा 28,264 है और यहाँ 30,000 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने
ये देखो, ये इन्वर्स में कन्वर्ट करा, जैसे ही कन्वर्ट करा आपने यहाँ पे 4 डेसिमल पे इसको रोक दिया और आपका आंसर में थोड़ा वेरिएशन आ गया। बाकी आंसर सारे वही है जो इंस्टीट्यूट ने लिए हैं, मतलब रेट्स वही है जो इंस्टीट्यूट ने लिए हैं। सो ऐसा करके आप थोड़ा बहुत पैसा बचा सकते हो। चलो, तो ये भी आर्बिट्राज लॉस आया, यहाँ पे भी नहीं करेंगे, क्वेश्चन की हुई समाप्ति। इस तरीके से सर करना होता है, धीरे 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 धीरे। आपको सबसे आसान बन गया जब हमने ये ड्रॉ कर लिया था, यहाँ से पता चल गया कि कहाँ से कहाँ जाना है। यहाँ पे कन्वर्जन था, दूसरे केस में नहीं था, तीसरे केस में 2 बार कन्वर्जन था। ठीक है सर, आगे बढ़े, ज़्यादा टाइम दे नहीं सकते, 20 मिनट हो गया एक ही क्वेश्चन को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपके पास 3 अलग अलग जगह पे, देखो ये आपकी होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी है 2। अब आपकी होल्डिंग कंपनी कहाँ है सर? लंदन में है शायद। सपोज यू आर अ ट्रेजरर, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ट्रेजरर ऑफ XYZ PLC इन यूके। अब आपकी यूके में कंपनी है और इसकी ना 2 सब्सिडरीज है, 2 सब्सिडरीज है। एक है एम्स्टरडेम में, जिसे आप यहाँ पे आगे जाके हॉलैंड बोलोगे, और दूसरा है स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तीनों की करेंसी अलग अलग है। ठीक है, आगे द सरप्लस, ये जो डच सब्सिडरी है ये एम्स्टरडेम को रिप्रेजेंट कर रही है, स्विट्ज़रलैंड को स्विस सब्सिडरी हो गई, और ये हो गई हमारी यूके की। ठीक है, यूके की करेंसी है पाउंड, स्विट्ज़रलैंड की CHF स्विस फ्रैंक, और यह है यूरो एम्स्टरडेम की। द सरप्लस पोजीशन ऑफ फंड्स इन हैंड इज एज फॉलोज। ये आपके पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है विच इट डज नॉट नीड फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। अगले 3 महीने के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बट विल बी नीडेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। 91 डेज लेना है, 3 महीने मत लेना, उन्होंने क्लियर लिखा है। सो हम यूज़ करेंगे 91/365, और क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है तो 91/360। ठीक है, तो हमको 3 महीने के लिए ये पैसों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक्सचेंज रेट आपको दिया हुआ है स्पॉट रेट, ध्यान देना सर। ये कौन सा रेट है? पाउंड, ये नंबर के आगे पाउंड है, पाउंड पर यूनिट ऑफ यूरो और स्विस फ्रैंक पर यूनिट ऑफ पाउंड। हमारी होम करेंसी पाउंड है, यहाँ पे तो ये डायरेक्ट कोट है हमारे लिए, पर यहाँ पे हमारी करेंसी बेस बन गई, ये हमारे लिए इनडायरेक्ट कोट है सर। थोड़ा सा ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो बेस करेंसी के रूप में बात करेंगे, जब ये रेट लेने होंगे तो बेस करेंसी ये हो गई, ये रेट लेने होंगे तो बेस करेंसी पाउंड हो गई। ठीक है आगे एक्सचेंज रेट आपको दिए हुए आज के और 91 डेज़ के बाद के। ठीक है, स्पॉट 91 डेज़ के इंटरेस्ट रेट भी दिए हुए हैं बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट्स इन मनी मार्केट एज फॉलोज। 91 डेज़ का जो आपका इंटरेस्ट रेट आपको दिया हुआ है वो हम किस तरीके से पढ़ेंगे। अगर हमारी करेंसी डिपॉजिट करने की इस रेंज में आती है, हमारे पास डिपॉजिट करने को मैक्सिमम 2 लाख तक के यूनिट अगर होते हैं पाउंड में, यूरो में, CHF में, तो हमें इतना इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 2 लाख से 10,000 के बीच इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इतना मिलेगा इंटरेस्ट रेट। आप ऐसा नहीं बोलोगे अगर आपके पास 4 लाख रहा तो पहले 2 लाख पे इतना, बाद के 2 लाख पे इतना, ऐसा नहीं है सर, पूरे अमाउंट पे लगेगा। आप ये कोई अपना इनकम टैक्स का कैलकुलेशन नहीं कर रहे तो स्लैब वाइज नहीं लगेगा, ये पूरे अमाउंट पे लगेगा। ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, पूरे पे ही मिलेगा, है ना। ठीक है, सो 10 लाख के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट है तो ये वाले रेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे। यू हैव बीन अप्रोच्ड बाय योर बैंकर वेयर इन द अबव मेंशन्ड सरप्लस वॉज लाइंग, रिक्वेस्टिंग यू टू स्वैप द सरप्लस लाइंग विथ अदर 2 subsidiaries and place them in deposit with them. Determine the minimum interest rate per annum up to 3 decimal points that should be offered by the bank to your organization so that your organization is ready to undertake such swap arrangement. बहुत सिंपल है। उन्होंने क्या बोला, देखो कि ये जो पैसा है ये हमारे को दे दो, यहाँ पे होल्डिंग कंपनी में ये जो स्विस सब्सिडरी और डच सब्सिडरी का बैलेंस है ये आज ही वापस लेके आ जाओ यूके में, और इस बैलेंस के साथ में सारा इन्वेस्ट कर दो। क्वेश्चन ये है कि क्या हमने इंटरेस्ट रेट बैंक से डिमांड करना चाहिए। क्वेश्चन इज डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट पर एनम दैट शुड बी ऑफर्ड बाय द बैंक टू योर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन रेडी हो जाए उनको आज ये बैलेंस सरप्लस पैसा देने के लिए। मैं आपको दूसरी भाषा में समझाता हूँ। हमारे पास तीनों सब्सिडरी तीनों जगह पे अपना अपना पैसा रखा है। आप एक काम करो, ये अपनी अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर दो। इन्वेस्टमेंट करोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ टोटल हो जाएगा। वो टोटल को फिर बाद में सारा का सारा पैसा CHF का और यूरो का पाउंड में कन्वर्ट कर लो।
तो लेट्स से आपने एक 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 ये अपनी अपनी करेंसी में इन्वेस्टमेंट करा, यहाँ पे हो गया 2 2 2, ठीक है। पर इसको कन्वर्ट कर दो इसमें, इसको कन्वर्ट कर दो इसमें, तो लेट्स से वो 3 और 3 कन्वर्ट हुआ, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना। सो 2 + 3 अब मैं कर सकता हूँ। तो मेरे पास टोटल पैसे कितने हो गए, 6 और 2 8, ठीक है। अब आपको बस ये बताना है कि भैया आज ही अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ, ये मान लो हो गए आपके 2 2, सो अपना टोटल हो गया यहाँ पे 5, 1 + 2 + 2, तो 5 क्या रेट ऑफ रिटर्न से 8 हो जाएगा। वो रेट ऑफ रिटर्न आपको डिमांड करना है बैंक से, क्योंकि देखो आप बिना बैंक को पैसे दिए अपनी अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करके आखिरी में भी पैसा खींच के लाते हो तो आपके पास 8 रुपये हो जाते हैं। मैं रुपीज़ में बोल रहा हूँ, है ना। तो आपको कम से कम आज अगर बैंक को दे रहे हो तो वो 5 रुपये आज दे रहे हो बैंक को कन्वर्ट करके, तो 5 को वो कम से कम 8 तो करे। दिस इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। अगर बैंक नहीं दे पा रही इतना भी पैसा तो हम खुद ही कर लेंगे। सो हमें 2 चीज़ें निकालनी है कि हम अगर खुद इन्वेस्टमेंट करें अपनी अपनी कंट्री में और आखिरी में सबको एक ही करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये पैसा कितना होता है। आज अगर इन्वेस्टमेंट पूरा कन्वर्ट कर ले हमारी करेंसी में तो ये पैसा कितना होता है। 8 रुपये और 5 रुपये वाली अमाउंट निकालना है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस विल बी योर रेट ऑफ रिटर्न। लास्ट में आप निकालोगे कि 3 रुपये डिवाइडेड बाय 5, ये जो 60% आ रहा है ये रेट ऑफ रिटर्न हमें बैंक ने ऑफर करना चाहिए, क्योंकि हम तो कमा रहे हैं इतना, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं अपने अपने देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंटरेस्ट ऐड करते हैं, आखिरी में ले जाते हैं और पूरी करेंसी को इसमें कन्वर्ट करते हैं हमारे पाउंड में, ठीक है। आ जाओ, अब हम क्या करेंगे, अपने अपने देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पाउंड, CHF और यूरो को इन्वेस्ट करेंगे। इतना इन्वेस्ट करेंगे तो क्या रेट लगेगा, ध्यान देना। 1,50,000 आपकी कौन सी ब्रैकेट में आता है, इस ब्रैकेट में आ रहा है 1,50,000 और वो भी पाउंड, तो उस पर हमें कितना परसेंट मिलेगा, 1% पर एनम, ये देखो। उसके बाद CHF है 1996, तो वो आएगा इसमें, सही है, 20 लाख के नीचे है ना, तो और वो भी CHF, तो हमें 0.5% मिलेगा। और यूरो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 14,50,000, 14,50,000 वो आएगा इसमें। तो ये 3 रेट हमारे फाइनल हो गए सर, जो हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है। सही लिखा कि 2 से 10 लाख ना, 19, 14 और हाँ ठीक है। तो ये 3 रेट हमारे फाइनल हो गए। ये 3 रेट पे हम कैलकुलेट करते हैं, पर ये पर एनम है, तो वो प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय ये रेट इंटू 91 डिवाइडेड बाय 360, आपको इंटरेस्ट पता चल जाएगा। ये देखो वो पैसे 14,50,000 स्विट्ज़रलैंड के स्विस फ्रैंक्स और यूके का, ठीक है। ये सबसे नीचे यूके का 1%, ये 0.5% और ये 2%, है ना। 91/360, 91/360, 91/360। तो उसके बाद आपको इंटरेस्ट पता चल गया कितना है। इस इंटरेस्ट को स्टार्टिंग के प्रिंसिपल में हमने ऐड करा, हमारे पास टोटल पैसा आ गया 91 डेज के बाद का। अब आपको करना क्या है सर, ये 91 डेज के बाद का पैसा आ गया, आपको अपनी करेंसी में सबको कन्वर्ट करना है। ये वाली तो आपकी खुद की करेंसी में ऑलरेडी है, इसको और इसको करो। यूरो बेच के पाउंड लो, CHF बेच के पाउंड लो 91 डेज बाद, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब 91 डेज के बाद का रेट निकाल लेते हैं पहले। और थोड़ा सा ध्यान देना, स्वैप पॉइंट्स में ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ये अगेन डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो सबसे पहले फॉरवर्ड रेट निकाल के लिख दो, 0.6858 में मैं ऐड करूँगा क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है, तो वो बन जाएगा 0.6895, तो ये हो जाएगा 0.6829, सॉरी 0.6869 प्लस 0.0040, 0.6909, ठीक है। 6895 6909। अब इसमें से माइनस कर देंगे 2.3295, 2.3053, 2.3098, ठीक है। और ये याद रखना सर क्या दिया हुआ है, पहला वाला है पाउंड पर यूरो, तो ये है पाउंड पर यूरो, यहाँ यूरो बेस करेंसी है, और ये है CHF पर पाउंड, तो यहाँ पाउंड बेस करेंसी है। जो भी रेट उठाना है बेस करेंसी में बात करेंगे। ध्यान देना सर, सबसे पहला आपको यूरो 91 डेज बाद मिल जाएंगे अपनी सब्सिडरी से, आप यूरो बेचोगे। बेस करेंसी क्या है सर, यूरो है, ठीक है।
आप यूरो बेचोगे, बैंक यूरो खरीदेगी। बैंक का यूरो खरीदने का रेट 0.6895, ठीक है, ध्यान देना। और वो है पाउंड में, ये है यूरो में, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। देखो 0.6895 मल्टीप्लाई किया हुआ है, आगे समझ में? ठीक है सर, तो हमारे पास कितने पाउंड आ गए? 1 मिलियन, अराउंड 10 लाख समथिंग। चलो दूसरा वाला देखो, हमें CHF यहाँ पे बेचना है, पर यहाँ पे पाउंड आपकी बेस करेंसी है, तो CHF बेचना है यानी पाउंड खरीदना है। जो बेस करेंसी है वो हम खरीदना चाहते हैं, बैंक बेचना चाहेगी। 2.3098, ये भी CHF वो भी CHF, डिवाइड करेंगे सर। 2.3098 देख रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। कभी भी एक्सचेंज रेट लेने में गलती नहीं होगी अगर ऐसा इंटरप्रेट करोगे बेस करेंसी में, ठीक है। तो अब आपके पास में 91 डेज बाद इतना पाउंड, इतना पाउंड, इतना पाउंड, टोटल पाउंड आ गए 20,20,511। अगर अपने अपने देश में इन्वेस्ट करके, इंटरेस्ट ऐड करके, आखिरी में आप कन्वर्जन करके वापस अपने देश लेके आते हो तो। अब बैंक क्या बोल रही है, ध्यान देना, ये जो आपने आखिरी में कन्वर्जन करा, बैंक बोल रही है कि हॉलैंड के पास यानी एम्स्टरडेम में जो ये प्रिंसिपल है, आज ही कन्वर्ट करके ला लो यूके में। स्विस फ्रैंक भी आज ही कन्वर्ट करके ला लो यूके में, इसमें ऐड कर दो और जितना भी पैसा बच रहा है, बन रहा है, वो हमें दे दो, ठीक है। अब मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ, तो पहले कन्वर्ट करके बताओ कि कितना पैसा बन रहा है आज इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाउंड में। सिंपल है, वही वापस से चीज़ें इस्तेमाल होगी, स्पॉट रेट लगेंगे सिर्फ आपको। जैसे आपने यहाँ पे ये 2 रेट लिए ना, इसका बिड लिया, उसका आस्क लिया, वैसे ही स्पॉट में भी इसका बिड ले लो और इसका आस्क ले लो, क्योंकि करना तो वही है। सो आप यूरो बेचोगे, बैंक यूरो खरीदेगी आज, और आप आज ही CHF बेच के पाउंड खरीदोगे तो बैंक पाउंड बेचेगी 2.3326 और 0.6858। ये देखो 0.6858, 2.3326, ये डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, है ना, करा। देखो तो आपके पास यूरो बेच के इतने पाउंड आए, CHF बेच के इतने पाउंड आए, पहले से इतने पाउंड थे। आज की डेट में आपके पास बैंक को देने के लिए इतना पाउंड है, ठीक है। अब आप बैंक से कितना इंटरेस्ट रेट मांगोगे? बहुत सिंपल सर, आज ये है वो हमारी 5 रुपए वाली वैल्यू, ठीक है, और आपने जो निकाली ये थी 20,20,000, ये 8 रुपए वाली वैल्यू। इन दोनों के बीच का डिफरेंस विल बी द इंटरेस्ट दैट यू शुड अर्न एटलीस्ट। सो ध्यान देना, ये वो 5 रुपए वाली वैल्यू, ये वो 8 रुपए वाली वैल्यू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये वो 3 रुपए है। सो इस 3 रुपए, इतना आप कमा रहे हो, बैंक ने भी एटलीस्ट आपको इतना कमा के देना चाहिए। 20,000 पाउंड आपने कमाना चाहिए अगर आज इतना पाउंड आप बैंक को दे देते हो तो। सो आपने क्या करा यहाँ पे, ये क्यों हैंग हो गया भाई, एक सेकंड दे दो। हाँ, सो देखो इतना पाउंड आपको बैंक ने कमा के देना चाहिए इतने इन्वेस्टमेंट पे, वो भी सिर्फ 91 डेज में। तो भैया पर एनम रेट क्या होना चाहिए? 4.023%। अगर बैंक इतना ऑफर करती है तो इसका मतलब आज ही सब कन्वर्ट करके अगर हम अपने बैंक को दे दे तो बैंक भी हमें 91 डेज बाद उतना देगी जितना हम खुद से भी कमा सकते थे। अगर बैंक बोलते इससे कम दूंगा तो भाई मना कर देना सीधा सीधा बैंक को कि आज नहीं दे रहा। और अगर बैंक इससे ज़्यादा दे रही है तो पहले जाके हाथ पकड़ना उनके कि लो हमारा पैसा, क्योंकि वो 20,20,000 से भी ज़्यादा कमा के देगी फिर। सो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था अल्टीमेटली। एक क्वेश्चन इस पे ऐसा भी पहले आया हुआ था कि कौन सा अप्रोच फॉलो करना चाहिए। सो ऐसे केस में आपका पाउंड का इंटरेस्ट रेट आप यूज़ कर लो यहाँ पे, क्योंकि ये 20 लाख आप आज इन्वेस्ट करोगे पाउंड वाले रेट पे। ध्यान देना, अगर इंटरेस्ट रेट नहीं पूछा होता और बैंक ये क्वेश्चन होता कि आज ही कन्वर्ट करना चाहिए कि 91 डेज बाद, तो हम कैसा बताते? सबको 91 डेज बाद लेके जाते। पहला वाला तो वैसे ही पार्ट रहता। और आज अगर आप 20 लाख, ध्यान देना 20 लाख, ओवर 20 लाख अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी पाउंड, 5.38% मिलता आपको, ठीक है। कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? 20 लाख से 173 भी ऊपर है, तो आप ये 5 पॉइंट कितने परसेंट पे इन्वेस्ट करोगे? मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ, 5.38%, ठीक है। तो मैं इसका कैलकुलेशन बताता हूँ अब। सो 20,000,173 ये आप इन्वेस्ट करोगे 5.38% पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप 4.4% मिलता तो इतने होते,
5 मिल रहा है तो उससे भी ज़्यादा होंगे, ये तो बहुत क्लियर हो गया। इनटू ये हो गया 360 डेज़ का, तो 91 डेज़ का कितना, तो वो इंटरेस्ट आता है आपका, बहुत ज़्यादा हो गया नहीं, 20,000,173 इंटू 5.38%, ये हो गया 360 दिन का, तो 91 डेज़ का 27,201। पहले का था 20,000,173, 2,000,173। सो देखो अब आपके पास पाउंड हो रहा है 20,27,374। बताओ अगर आज ही कन्वर्ट करते हो तो 91 डेज बाद आपके पास 20,27,000 पाउंड रहेंगे। आज कन्वर्ट ना करते हुए अपनी अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करके आखिरी में कन्वर्ट करते हो तो 20,20,000। क्या डिसीजन है? आज ही कन्वर्ट कर दो। वो तो यहीं से पता चल गया था, क्योंकि अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करके हम 4% कमा रहे हैं और हमें पाउंड पे आज ही 5% मिल रहा है, 5.38। तो ऑब्वियसली वी शुड गो विद दिस। सो ऐसा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा देखेंगे। इंटरेस्ट रेट आपको दिए हुए हैं 3 महीने के यूएसए और कनाडा के। ध्यान देना सर, आपको 3 महीने के यूएसए और कनाडा के इंटरेस्ट रेट दिए हुए हैं। बोरो करने का रेट अलग है और इंटरेस्ट, बोरो और इंटरेस्ट मतलब इन्वेस्ट होना चाहिए। ये इसको काट दो, मेरे हिसाब से इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, हम इसे ठीक कर लेंगे। इन्वेस्ट होना चाहिए वो, मैं अभी ठीक कर देता हूँ, पर यहाँ नहीं ना, यहाँ करके क्या मतलब है, 1 सेकंड देना बस। हाँ चलो ठीक है, इसको कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। सो इन्वेस्ट करने का रेट आपके पास आ गया, बोरो का भी रेट आ गया। आपको कैनेडियन डॉलर पर यूएस डॉलर स्पॉट रेट दिया हुआ है, 3 मंथ का फॉरवर्ड भी दिया हुआ है। अब ये रेट ना आईएसओ में नहीं है सर, क्योंकि ध्यान दो बहुत नज़दीक होते हैं कैनेडियन डॉलर और यूएस डॉलर का, पर इसमें भी ये स्ट्रॉन्गर है, ये वीक है, ठीक है, पर ये बदलते रहता है, बहुत नज़दीक है। अगर मैं एक्सचेंज रेट आपको बताऊँ इंटरनेट पे जाके, तो मैं यहीं पे चेक कर लेता हूँ ना, छोड़ो इंटरनेट पे तो टाइम लगेगा, इसमें वाईफाई का। आज का एक्सचेंज रेट मैं बताता हूँ, जिस दिन मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, CAD वर्सेस USD 0.74 यूएनआईटेड। आज तो काफ़ी डिफरेंस है, मतलब काफ़ी टाइम पहले की बात है, जब मैं देख रहा था तो काफ़ी दोनों नज़दीक थे। आज कैनेडियन डॉलर काफ़ी वीक है, 0.74 यूएस डॉलर ही आते हैं उसके बदले में। चलो, तो ये बहुत क्लियर हो गया, कैनेडियन डॉलर वीक करेंसी है, यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग करेंसी है। तो आपको 1 यूएस डॉलर के लिए ज़्यादा कैनेडियन डॉलर देने पड़ेंगे, इसलिए 1 से ज़्यादा आया, इसलिए मैंने इसको ऐसा पढ़ा। तो ये हो गई हमारी प्राइस करेंसी, ये हो गई हमारी बेस करेंसी यूएस डॉलर। 3 महीने का फॉरवर्ड भी आपको दिया हुआ है। एडवाइज द करेंसी इन विच बोरोइंग एंड लेंडिंग फॉर 3 मंथ्स नीड टू बी डन फॉर द यूएस कंपनी। यूएस की कंपनी को बोरोइंग और लेंडिंग 3 महीने के लिए कौन सी करेंसी में करना चाहिए। टेक 3 मंथ्स इज इक्वल टू 90/360। सो हमको इस क्वेश्चन में ना कहीं पे भी ये नहीं दिया हुआ है कि कितनी अमाउंट बोरो और लेंड करनी है। सो हम फॉर एग्जांपल लेके चलेंगे कि हमने $1,000 बोरो करे तो क्या, अगर हम डॉलर में बोरो कर रहे हैं फिर कनाडा में जाके पैसा बना रहे हैं, या फिर कनाडा में बोरो कर रहे हैं और डॉलर में जाके पैसा बना रहे हैं। सो पहला वाला पार्ट देखो, सपोज वी हैव टू बोरो $1,000, ठीक है। सो इन दैट केस हमने ये बेस बना लिया। अगर हम यूएस में बोरो करते हैं तो 1,000 ही बोरो करेंगे, और बोरोविंग का रेट हमारा क्या है सर, 4% का है। सो ध्यान देना, $1,000 पे 4% 90 डेज़ के लिए कैलकुलेट करना है। ये सारे रेट पर एनम है सर, ठीक है। तो आपने कैलकुलेट करा, आपका $10 का इंटरेस्ट आया, आखिरी में आउटफ्लो कितना, 1010। बहुत सिंपल भाषा में। पर यही आप ट्राई करो कनाडा से बोरो करने का। अगर आप कनाडा से बोरो करना चाहते हो तो उतना अमाउंट बोरो करोगे कि आपको $1,000 खरीदने को ऑप्शन मिले। आप अगर आज $1,000 खरीदना चाहते हो, बैंक बेचेगी, बेचने का रेट ये रहा, तो 1000 इंटू 1.24 आपको 1240 कैनेडियन डॉलर मार्केट से बोरो करने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे, तब जाके $1,000 मिलेगा ना।
तो हमें तो $1000 चाहिए ही था। सो 1240 का बोरोविंग आ रहा है यहाँ पे इक्विवेलेंट। अब आप क्या बोरो कर रहे हो, कैनेडियन डॉलर आपने बोरो करा, तो क्या रेट से बोरो करा, 4.5% से। अब आप देखो 91 डेज बाद इंटरेस्ट के साथ वो कितना हो गया, 4.5% से 90 डेज के बाद, तो इंटरेस्ट के साथ हो गया वो इतना 1253.95। अब आप इतने कैनेडियन डॉलर जो है रीपे करना है, आपको कैनेडियन डॉलर रीपे करना है तो मार्केट से खरीदना पड़ेगा, पर बेस करेंसी तो यूएस डॉलर है। आप कैनेडियन डॉलर 3 महीने बाद खरीदना चाहते हो, यानी कि यूएस डॉलर बेचना चाहते हो। यूएस डॉलर आप बेचोगे तो बैंक खरीदेगी, ये रेट आएगा 1.255। ठीक है, यह है कैनेडियन डॉलर में। डिवाइड करोगे सर, सो 1.255 से आपने डिवाइड करा और पता करा कि कितने डॉलर लग रहे हैं, तो $1000 ही लग रहे हैं। अब आप देखो दोनों केस में, इसमें भी और इसमें भी, स्टार्टिंग में आपके पास $1000 आ गए थे, पर इस केस में उसकी कॉस्ट आपको 90 डेज बाद चुकानी पड़ी $1010, और इस केस में आपको उसकी कॉस्ट चुकानी पड़ी $999.16। अब आप बताओ कौन सा ऑप्शन प्रेफरेबल है, ये वाला, क्योंकि उसमें कम चुकाना पड़ रहा है। दोनों केस में स्टार्टिंग में $1000 तो आ ही गए थे। कहानी यहाँ पे हुई ख़त्म। सिंस US डॉलर आउटफ्लो इज लीस्ट इन कैनेडियन डॉलर, द बोरोइंग शुड बी मेड इन कैनेडियन डॉलर। ये हो गई सिर्फ बोरोइंग की कहानी। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, दूसरा वाला पार्ट। अब आप वैसे ही ले लो कि आपको $1000 इन्वेस्ट, बोरो नहीं इन्वेस्ट करना है। सो आप $1000 दोगे, इन्वेस्टमेंट का रेट लगाओगे, सेम चीज़ वापस रिपीट होगी सर, ध्यान देना। ये रहा, अगर आप $1000 इन्वेस्ट करते हो 2.5% के रेट से, ध्यान देना, सो $1000 इन्वेस्ट करते हो 2.5% के रेट से 90 डेज़ के लिए, तो आपके पास 90 डेज़ बाद इतने पैसे तो आ गए। ठीक है, इफ़ मनी लेंट। अब दूसरे केस में $1000 इन्वेस्ट करने के लिए $1000 खरीदने पड़ेंगे मार्केट से, उसके लिए कैनेडियन डॉलर देना पड़ेगा, ध्यान दो। तो इक्विवेलेंट कैनेडियन डॉलर कितने आएंगे? अब $1000 इन्वेस्ट करना है, तो आप बैंक से क्या करोगे सर, $1000 खरीदोगे। आपको तो इन्वेस्ट करना है, आपके पास पैसे है, बोरोविंग नहीं है सर, ये इन्वेस्ट करना है, यानी कि आप डॉलर बेचोगे, बैंक से कैनेडियन डॉलर लोगे। तो आप यूएस डॉलर बेचोगे तो बैंक यूएस डॉलर खरीदेगी 1.235 के रेट से। तो अब आपके पास 1235 कैनेडियन डॉलर है इन्वेस्ट करने को, वो आप इन्वेस्ट करोगे इस रेट से, इंटरेस्ट के साथ ऐड हो जाएगा, आखिरी में कैनेडियन डॉलर आएंगे, वो बेच के डॉलर आप खरीद लेना ये रेट पे। जब आप डॉलर खरीदोगे तो बैंक बेचेगी। ये देखो 1235 आए, इस रेट से इंटरेस्ट ऐड करा, ये इतना पैसा आया और 1.260 पे आपने उसे वापस बेच दिया, आपके पास डॉलर आ गए। तो अब इस केस में जब इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें कहाँ फ़ायदेमंद है, यूएस डॉलर में। सो हमारा अल्टीमेट क्या आ रहा है कि बोरो करना है तो कैनेडियन डॉलर बोरो करो, वो सस्ता पड़ रहा, और इन्वेस्ट करना है तो यूएस डॉलर इन्वेस्ट करो, वो अच्छा पड़ रहा है, मतलब महंगा पड़ रहा है, बढ़िया। सिंस इनफ्लो इज लिस्ट इन कैनेडियन डॉलर, अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड इन यूएस डॉलर। सो अल्टीमेटली क्या निकला, बोरोविंग अगर है तो कैनेडियन डॉलर और लेंडिंग अगर है तो यूएस डॉलर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इधर उधर घुमाने का तरीका आना चाहिए। आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अब काफ़ी टाइम हो चुका है, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये मैं वैसे तो आप पे छोड़ सकता हूँ, पर फटाफट अब लिया ही है तो ख़त्म कर लेते हैं। देखो, एक होपफुल लिमिटेड एक इंडियन एमएनसी है जिसको जो एग्जीक्यूट कर रही है एक प्लांट इन एनएमसी, सॉरी एक एमएनसी है जो प्लांट कर रही है एग्जीक्यूट नेपाल में। उसने $400 बिलियन तो रेज कर लिए है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसका आधा पैसा उसको अगले 6 महीने तक चाहिए ही नहीं। पैसा तो आ गया मेरे पास में, आधा लग जा रहा है, पर आधा मुझे 6 महीने बाद लगेगा। यानी कि इन 6 महीने के लिए $200 बिलियन रुपीज़ मेरे पास फालतू पड़े। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमा ही लिया जाए। So Hopeful is looking for an opportunity to invest this money for next 6 months. अब इन्वेस्टमेंट करने के आपके पास में दो ऑप्शन है। आप यूके में इंडेक्स फंड यानी कि इक्विटी मार्केट में पैसा लगा दो, या फिर यूरोप में, ठीक है, रिस्क फ्री ट्रेजरी बिल्स में पैसा लगा दो। यहाँ लगाओगे तो जीबीपी में, उधर लगाओगे तो यूरो में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, रुपीज़ को पहले यहाँ जीबीपी में कन्वर्ट करके फिर इन्वेस्ट करोगे, उधर यूरो में कन्वर्ट करके इन्वेस्ट करोगे। अब ध्यान देना, अगर आप वो पैसा यहाँ डालते हो तो सबसे पहले इंडेक्स फंड है तो आपको डिविडेंड मिलेगा 0.1369
बिलियन GBP। फिर इनकम फ्रॉम स्टॉक लेंडिंग स्कीम अपने पोर्टफोलियो में जो पड़ा था उससे 0.0007 बिलियन GBP का इनकम होगा। और कैपिटल जो आपने डाला 200 बिलियन का, 200 इंटू आपका जो कन्वर्जन का रेट है वो डिस्काउंट में, यानी कि देयर इज अ लॉस, आप बोल सकते हो कैपिटल लॉस। तो आपका कैपिटल अप्रिशिएट ना होते हुए लॉस हुआ कितना सर, एट द एंड 2%। इंटरेस्ट तो खैर यूरोप का है। तो ये हो गया इक्विटी में अगर आप डालते हो तो आपकी कमाई कितनी होगी। एक्सचेंज रेट आज आपको दिया हुआ है GBP पर INR, इनडायरेक्ट कोट है सर, है ना। सो वो GBP पर INR है, यानी कि 0.009 GBP ₹1 के लिए। सो 200 बिलियन रुपीज़ इंटू 0.0099 करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने GBP आप इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना। 1.98 GBP। अब देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, UK में इन्वेस्ट करना कि यूरोप में इन्वेस्ट करना, ऐसा क्वेश्चन है। जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा फायदा होगा वहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब आपने देखो 200 ही करना था, 50% रेट स्पॉट आज ये चल रहा है, 1.98 इन्वेस्ट करा आपने, ये दोनों फिगर ले ली, 1.3 ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया स्टॉक लेंडिंग स्कीम से इनकम। ये जो कैपिटल आपने डाला ये 2% से गिरा दो, 1.98 माइनस 2% करोगे तो इतना आ जाएगा। अब आपको आखिरी में मिला इतना, अपना कैपिटल और 2 तरह की इनकम, इन तीनों का टोटल कर लो तो आपके पास आखिरी में पैसा कितना आ गया, 2.0780। आपने इन्वेस्ट कितना करा था सर, चलो आप इतना ही ले लो, इससे ही कंपेयर कर लेंगे, 2.0780। ये हो गया आखिरी में आपके पास आया हुआ पैसा। अब आप एक काम करो, यूरोप में जाओ, वहाँ इन्वेस्टमेंट करो यूरो में। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो यूरो पर INR भी दिया हुआ है, आप इसको मल्टीप्लाई करो 200 से तो आपको पता चल जाएगा कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है सर, मैं पहले निकाल लेता हूँ। सो वो आ गया 2.2। अब 2.2 पे 7.8% के हिसाब से 6 महीने का रेट निकाल लो, 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो। तो मैं क्या करूँगा, 1 + 0.078 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो मुझे कितना मिलेगा, 2.2858। ठीक है, ये हो गए लेकिन यूरो, ये हो गए लेकिन पाउंड। सही बोल रहा हूँ, क्या करेंगे, पाउंड और यूरो तो कंपेयर नहीं कर सकते, उसे वापस रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो। ठीक है सर, पाउंड को 6 महीने बाद में जब कन्वर्ट करूँगा तो ये रेट लगेगा 0.01 वाला, तो 0.01, और ये है, ये भी है पाउंड में ही, तो डिवाइड कर दिया, आंसर आया 207.80 बिलियन रुपीस। 200 बिलियन डाले थे, 207 हो गए 0.80। आप एक काम करो, इसको भी कन्वर्ट कर लो, इसका तो रेट सेम ही है 0.011, डिवाइड कर दो सर, ये भी यूरो में है, 2858 डिवाइडेड 0.011, ये भी आ गया 207.80, ये भी 207.80, ये भी 207.80, ये देखो सर। ठीक है, 207.80, 207.80, या फिर गेन निकालना है तो सिर्फ 200 माइनस कर दो। तो दोनों केस में आपको 6 मंथ्स बाद उतने ही पैसे मिल रहे। आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे सर, मैं यहाँ करूँगा। क्यों, क्योंकि देखो पैसा भले ही सेम है लेकिन इंडेक्स फंड में डालना यानी कि बहुत रिस्क लेना, और ट्रेजरी बिल्स में डालना यानी कि रिस्क फ्री। जब बिना रिस्क के 207 मिल सकते हैं तो रिस्क के साथ 207 क्यों लेना, है ना। So the gain amount is same in both the option, but treasury bills are risk free, so investment in treasury bill is suggested। ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, आप ट्राई कर सकते हो। आंसर तो उतना ही आएगा, बस तरीका अलग है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर, और थोड़े से उसमें डिस्कशन भी करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है। देखो, अब मेसर स्काई प्रोडक्ट लिमिटेड ऑफ मुंबई एक एक्सपोर्टर है, वो सी फूड्स, सी में मछलियाँ और जो सी फूड्स होते हैं वो एक्सपोर्ट करता है, और उसने सबमिट करा है 60 डेज का बिल फॉर €5 लाख, ड्रॉन अंडर एन इर्रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर निगोशिएशन। अब उसने सबमिट करा का मतलब क्या, मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ। मैंने क्या करा, मैं कंपनी हूँ, मैंने एक्सपोर्ट करा कुछ माल, 5 लाख यूरो का बिल बनता है, और मैंने सामने वाले को 60 डेज का टाइम दिया है, लेकिन ट्रांजिट पीरियड 20 डेज का है, यहाँ नीचे दिया हुआ। इसका मतलब समझो कि जब मैं माल की शिपमेंट कर देता हूँ तो मैंने 20 दिन दिए हैं, और 20 दिन बाद शायद उसको डॉक्यूमेंट मिलेंगे, मतलब 20 दिन का समय होता है उस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर को रिसीव होने में।
और वहाँ से जब से इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट रिसीव होते हैं वहाँ से 60 डेज कैलकुलेट होते हैं पेमेंट करने के लिए कि भाई तेरे को जब से डॉक्यूमेंट मिलेंगे तब तू मेरे को पेमेंट कर देना वहाँ से 60 डेज में। सो एक्चुअल में टोटल पीरियड हो गया आपका 80 डेज का। ठीक है, चलो तो 60 डेज का आपने बिल जो है, ऑफर तो आपने 60 डेज ही करा कि भैया 60 डेज में आपको पेमेंट करना है 5 लाख यूरोज। तो ये मेरा एक्सपोर्ट का बिल रेडी हो गया, मुझे पैसा नहीं आएगा अभी, मुझे कब आना बनता है 60 + 20 80 डेज बाद आना बनता है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब मेरे को तो पैसों की ज़रूरत है, मैं चला गया अपने बैंक के पास में वो बिल लेके और मैंने बोला भाई थोड़ा पैसा दे दो जल्दी। तो बैंक बोलता है ठीक है हम आपको आज ही पैसा दे देते हैं, वो पार्टी हमें पैसा दे देगी 80 दिन बाद। तो बैंक तो पागल नहीं है, बैंक आपको 80 दिन पहले अगर पैसा दे रही है तो बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगी। पोस्ट शिपमेंट इंटरेस्ट क्रेडिट इज 8% पर एनम। तो आपको उतने ही पैसों पे 8% पर एनम चुकाना पड़ेगा, ये थोड़ा आप ध्यान में रखना। ठीक है, 8%। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। द कंपनी हैज़ डिजायर्ड टू कीप 50% ऑफ द बिल अमाउंट अंडर एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। EEFC अकाउंट एक तरह का ऐसा बैंक अकाउंट होता है कि वहाँ पे आपको फॉरेन करेंसी बिना कन्वर्ट करे आप रख सकते हो। सो 2.5 लाख यूरोज बिना कन्वर्ट करे वहाँ पे पड़े रहेंगे, कन्वर्जन का रेट नहीं लगेगा। बाकी 2.5 लाख यूरोज आप कन्वर्ट करवा लोगे रुपीज़ में और वो आप ले लोगे आज ही 80 दिन पहले, तो आपको उतने पे ही 2.5 लाख यूरोस के रुपी वैल्यू पे 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो आपने लिया ही नहीं ना, वो तो वैसा ही पड़ा हुआ है फॉरेन करेंसी में। ठीक है सर। द रेट्स फॉर रुपी पर डॉलर एंड USD पर यूरो इज इन इंटरबैंक मार्केट्स आर कोटेड एज फॉलोज। अब ये ध्यान दो सर, इंटरबैंक मार्केट में ध्यान देना, आपकी है कंपनी, ये है बैंक आपकी, और ये है इंटरबैंक मार्केट। आपको जब बैंक कोट करता है ना कोई रेट, वो पहले मार्केट से लेके आता है। ये है इंटरबैंक मार्केट, ये इस बैंक के बीच में, ये दूसरी बैंक या इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, तो हमारी बैंक जो बीच में है वो दूसरी बैंक से पहले लेके आएगी कि भैया तू मुझे डॉलर कितने में देगा, 80 रुपये में, तो वो आपको कोट करेगी 82 रुपीज़ कि भैया आपको मुझसे खरीदना है तो 82। सो 80 में मैंने 2 रुपये का मेरा मार्जिन ऐड करा और आपको कोट करा 82। ठीक है। सो अब एक और चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे एडलेस की बात आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, इंटरबैंक मार्केट में रुपीज़ पर डॉलर का रेट ले लेते हैं 82। ठीक है। अब मार्जिन बहुत सिंपल रखते हैं हम फिलहाल के लिए, 2 रुपये का। 2 रुपये का मार्जिन हम रखते हैं, हम सीधा सीधा रुपीज़ में, जनरली परसेंटेज में होता है, हम रुपीज़ में रख रहे हैं। ठीक है। अब ये 2 रुपये यहाँ, ये 2 रुपये यहाँ। बात यह आती है कि इंटरबैंक रेट में मार्जिन को एडजस्ट करके प्लस माइनस आपको मर्चेंट रेट अवेलेबल होता है। मर्चेंट रेट यानी कि जो रेट्स आपको कस्टमर को दिया जाता है। ठीक है। अब सवाल यह आता है कि 2 रुपये ऐड कब करना और लेस कब करना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ध्यान देना। बैंक 80 रुपये में डॉलर खरीदती है, तो लॉजिकली देखा जाए तो बैंक के पास $1 आता है और 80 रुपये जाते हैं। ठीक है। 80 रुपये बैंक दे रही है आपको, जिसमें मार्जिन 2 रुपये का खुद ही रखेगी। मार्जिन तो बैंक ने रखना ही है, ये तो बैंक का पैसा है। ठीक है। दूसरे वाले केस में 82 रुपीज़ में बैंक डॉलर बेच रही है, तो बैंक के हाथ से क्या जाएगा, $1 जाएगा, 82 आएगा और 2 रुपये भी आएगा, क्योंकि मार्जिन तो दोनों केस में बैंक का ही है। ठीक है। हमने बस ये कैश फ्लो डिसाइड कर ली कि बैंक के हाथ से जा रही है कि नहीं जा रही। अब यहाँ बहुत क्लियरली एक चीज़ समझ लो कि बिड रेट में 80 माइनस में है, ये प्लस में है, ये 78 होगा सर, और वो होगा 84। यानी मार्जिन बिड में डिडक्ट होता है और आस्क में ऐड होता है। ये मैंने सही लिखा क्या? बिड में माइनस मार्जिन होगा और आस्क में ऐड होगा मार्जिन।
सिंपल सी बात है, यहाँ ये पैसा बैंक के हाथ से जा रहा है, ये आ रहा है, उल्टा है इसलिए माइनस कर रहे हैं। यहाँ बैंक के हाथ में ये पैसा आ रहा है और ये भी आ रहा है इसलिए ऐड कर रहे हैं। मार्जिन तो दोनों केस में किसका सर, बैंक का ही है। सो ये चीज़ समझा आपको यहाँ पे कि मार्जिन बिड में से माइनस करते हैं, आस्क में ऐड करते हैं बैंक का। ठीक है, आगे तो आपको जो रेट दिया है वो इंटर बैंक रेट दिया है, इसका मतलब मार्जिन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ऐड करनी पड़ेगी, लेस करनी पड़ेगी। अगर आप ये बिड वाला रेट लोगे तो इसमें माइनस हो जाएगा, आस्क वाला लोगे तो इसमें ऐड हो जाएगा मार्जिन। ठीक है, अब आगे स्पॉट रेट आपको दिए हुए रुपी पर डॉलर यूएसडी EUR के। स्पॉट रेट 1 मंथ फॉरवर्ड, 2 मंथ फॉरवर्ड, 3 मंथ फॉरवर्ड। ठीक है, एक्सचेंज मार्जिन आपको 0.1% का दिया हुआ है और अज्यूम करना है 365 डेज इन अ ईयर। ठीक है, अब सबसे पहली चीज एक्सचेंज रेट कोटेड टू द कंपनी। कंपनी को क्या रेट कोट किया गया होगा बैंक द्वारा। यहाँ पे एक चीज समझो, प्रैक्टिकलिटी आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, ये रूल्स नहीं स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। जब भी ऐसे बिल्स निगोशिएशन के लिए आते हैं तो 60 डेज का आपका बिल था, 60 डेज के बिल के हिसाब से 20 डेज अगर और ऐड करते हो तो वो 80 डेज होता है। सो 80 डेज बाद लॉजिकली पेमेंट मिलेगा। सो ऐसे में जो रेट कोट किया जाता है वो लोअर ऑफ द मंथ होता है। तो 80 डेज कहाँ आता है पता है, 2 महीने और 3 महीने के बीच में आता है। सो 80 डेज में लोअर ऑफ द मंथ रहेगा 2, क्लोजर नहीं 2 मंथ्स। ये सेकंड मंथ का रेट आपको अप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पे। मोस्टली आप बोल सकते हो 60 डेज है तो 2 मंथ्स का रेट हमें अप्लीकेबल हो गया। ठीक है, तो जब 2 मंथ्स का रेट अप्लीकेबल होगा तो 21 और 22 पैसे एडजस्ट होंगे, 21 22 और यहाँ 40 45 दोनों असेंडिंग ऑर्डर में हैं तो दोनों ऐड ही होने हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो अब एक डिबेटेबल पॉइंट है यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है। जब आप ये पैसे ऐड करोगे तो ये तो पैसे है ना, 21 22 जनरली हम क्या करते हैं आखिरी से ऐड करते हुए आते हैं, पर इस केस में आप ये जो पैसे हैं डायरेक्ट पैसों की जगह पे ऐड करोगे, 80 और 81 इसको रिप्लेस करोगे। पर सेंट्स में ऐसा नहीं होगा, सेंट्स में सर आप आखिरी से करोगे। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों। अब ये वाले क्वेश्चन में ये थोड़ी सी दिक्कत है, इंस्टीट्यूट ने ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था और प्रैक्टिकली यस, जब डॉलर और यूरो की बात आती है, डॉलर की बात आती है तो वो आखिरी से ही ऐड होता है। और हम यहाँ पे देखा जाए तो पैसे है लिखा हुआ तो हम डायरेक्ट डेसिमल के बाद ऐड कर रहे हैं, तो इन्होंने दोनों जगह अलग अलग ट्रीटमेंट दिया, उतना कंसिडर करते हैं और आगे बढ़ेंगे। एग्ज़ाम में क्या करना है सर, एग्ज़ाम में भी ऐसा करो अगर सेंट्स और पैसे लिखे हैं तो, नहीं तो आप पूरा आखिरी से ऐड करते हुआ। अब एक्सचेंज रेट कोटेड टू द कंपनी, क्या रेट कोट करा होगा कंपनी ने रुपी पर यूरो का। यहाँ पे रुपी पर यूरो तो है नहीं, आपको क्रॉस रेट लेना पड़ेगा। ठीक है सर ले लेंगे कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो आप देखो, आपको यूरोज बेचना है, बैंक यूरो खरीदेगी, आपको चाहिए रुपी पर यूरो का बिड रेट। मानते हो बात को। सो रुपी पर यूरो का बिड है तो आप इक्वेशन बना लो, रुपी पर यूरो इज इक्वल टू रुपी पर डॉलर इंटू डॉलर पर यूरो। थैंकफुली आपको रुपी पर डॉलर और डॉलर पर यूरो ही दिया हुआ है, तो बिड आस्क इनवर्स डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं करना। आपको बस इतना करना है कि अगर इसका बिड चाहिए तो सबका बिड चाहिए। सो हम दो रेट जो लेंगे वो रहेगा ये वाला और ये वाला। सो 67.80 में ये 21 ऐड करो और 1.0775 में 40 ऐड करो। ये रहा 67.80 में आपने 21 ऐड करे तो ये आ गया और 1.0775 में 40 आखिरी से ऐड करा तो ये आ गया। अब मेरे हिसाब से आंसर देखो क्या होना चाहिए, आपका बिड ऑफ रुपी पर डॉलर इनटू बिड ऑफ डॉलर पर यूरो। तो आप ऐसा लिखोगे 68.0100 2 महीने का और 1.0815 2 महीने का। सो वो आया 73.5528 रुपी पर डॉलर, डॉलर पर यूरो। अब इसमें यह है इंटर बैंक रेट दोनों, इसमें हमने मार्जिन 0.1% का माइनस करना चाहिए। सो वो आएगा 73.4793। सो ये आ गया 73.4793। ये देख रहे हो, इंस्टीट्यूट का भी आंसर
एग्जैक्ट सेम 73.4793। अब आप देख लो, मैंने पूरा क्रॉस रेट निकाला, उसमें मार्जिन एडजस्ट करा तो आंसर आया। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने रुपी पर डॉलर में एक्सचेंज मार्जिन एडजस्ट करा पर यूएसडी यूआर में नहीं करा। आंसर सर सेम आता है क्योंकि एक बार ये एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, आगे देखो 73.4793। अब 5 लाख में से आधा पैसा तो ईईएफसी में रख दोगे आप, उसको कन्वर्ट करा ही नहीं रहे हो, बाकी के पैसे को कन्वर्ट करा रहे हो। ठीक है सर, पहली बात तो रेट जो कोट करा था वो हमारा आंसर आ गया 73.4793। बिड, हमें यूरो बेचना है, बैंक खरीदेगी तो बिड रेट लिया। ठीक है, और मार्जिन भी एडजस्ट करा, और मार्जिन हमने लेस क्यों करा ये मैंने यहाँ पे बताया था कि बिड में मार्जिन लेस होता है। ठीक है, इसके बाद कैश इनफ्लो टू द कंपनी, कंपनी को बैंक कितना पैसा देगी, 2.5 लाख यूरो इंटू एक्सचेंज रेट। ये रहा 2.5 लाख ही कन्वर्ट करवा रहे हैं हम, इंटू एक्सचेंज रेट बैंक कितना पैसा दे देगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट अमाउंट टू बी पेड टू द बैंक। आप 80 दिन पहले ही बैंक को पैसा मांग ले रहे हो, आपकी पार्टी 80 दिन बाद पेमेंट करेगी अब बैंक को, तो बैंक ने एक तरह से आपको लोन दिया। सो इतने पैसों पे 8% से 80 दिन का कैलकुलेशन कर लो, 365 का वो इंटरेस्ट रेट आ गया आपका, कहानी ख़त्म। बस एक थोड़ा सा डिबेटेबल पॉइंट यहाँ पे रहेगा जो आपको ध्यान में रखना है, सेंट्स कब लगाने और पैसे कब लगाने। अब ऐसा कोई रूल नहीं है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ज़रूर है, याद रहे तो ठीक। नई पैसे सेंट्स आए तो सबको आखिरी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो इसके साथ ये वाला क्वेश्चन खत्म सर। क्वेश्चन नंबर 24 ऑनवर्ड्स हमारा लीडिंग, लैगिंग ये सब चालू होगा। तो ये कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ, हम कौन से पोजीशन पे पहुँचे हैं। सर देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने जो एक क्वेश्चन देखा था ना, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ट्रांसलेशन एक्सपोजर, उन सब चीज़ों को मैनेज करने का तरीका हमने शुरू कर दिया था, रिस्क मैनेजमेंट इन फॉरेक्स। अब रिस्क मैनेजमेंट में एक तो होता है कि आप मैनेज करो ही मत, हेजिंग करो ही मत, पर अगर आप हेजिंग करने जाते हो ना तो आपके पास कई सारे तरीके अवेलेबल होते हैं, जिसमें से हमने स्टार्ट करे हैं अभी तक इंटरनल तरीके हेजिंग के। तो कंपनी खुद डिसाइड करती है। एक तो होम करेंसी इनवॉइसिंग एक तरीका होता है, जैसे कि 500 यूरो का एयर कंडीशनर बेचने के बजाय आपने 25,000 रुपये में बेचा था, तो आपने क्या करा, अपनी इनवॉइसिंग ही बदल दी, अपने करेंसी में कर दी कि आज भी मिले, कल भी मिले, परसों भी मिले, सेम अमाउंट मिलेंगे। ठीक है, अब हम जो देख रहे हैं सर वो है ये लीडिंग और लैगिंग। लीडिंग और लैगिंग का मतलब क्या है पता है, लीड करना यानी कि कल मिलने वाला पैसा आज ही कन्वर्ट करवा लो। लैगिंग का मतलब है कि आज मिलने वाला पैसा थोड़ा और लेट कन्वर्ट करवाओ। क्यों जल्दी और ये लेट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जल्दी करने के टाइम पे फेवरेबल है रेट, लेट करने के टाइम पे फेवरेबल है रेट, हमें ज़्यादा पैसा मिलता है उस केस में। तो आगे जो और कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं वो लीडिंग और लैगिंग पे हैं, जिसमें हमें मिलने वाला पैसा हमें पोस्टपोन करना चाहिए या प्रीपोन करना चाहिए एक्सपोर्टर के केस में, और इंपोर्टर के केस में आपको पेबल है तो उसको और पोस्टपोन करें या प्रीपोन करें। प्रीपोन करना यानी लीड करना, पोस्टपोन करना यानी कि लैग करना। सो इस वाले क्वेश्चन में भी देखो आपको आएगा, आप इंपोर्टर हो, आपकी लाइबिलिटी है $8 मिलियन की, आपको पे करना है इमीडिएटली, ये आप एक ऑप्शन देखोगे। आप 60 डेज में पे करो या 90 डेज में पे करो, ये भी एक ऑप्शन देखोगे। जहां कहीं पे भी, क्योंकि आप इंपोर्टर हो, जहां कहीं पे भी कॉस्ट कम से कम आएगी वो ऑप्शन आप चूज करोगे। दैट्स इट, दिस इज मोर ऑफ अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर यहाँ पैसा मिल गया तो उसमें इंटरेस्ट ऐड करके यहाँ तक लेके जाओ। सो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सी यू। सो वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने में है। यहाँ हम देखेंगे कि हमारे जितने भी पेबल्स आ रहे हैं जो हमें पे करना बनता है फॉरेन करेंसी में, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि आज पे करना चाहिए, थोड़े टाइम बाद पे करना चाहिए या मैच्योरिटी पे करना चाहिए। एक लॉजिक क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले सर समझ लो, सारी कैश फ्लोज को उठा के कैपिटल बजटिंग के एंगल से सोचना है और सारी कैश फ्लोज को उठा के आपको एंड में लेके जाना है। कभी भी जितने भी ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे क्वेश्चन में, उनको कंपेयर करने के पहले ये चीज़ इंश्योर कर लेना कि हर ऑप्शन की कैश फ्लोज एक ही पॉइंट पे आ गई है, या तो स्टार्टिंग में या तो एंडिंग में प्रिफर किया जाता है, आप प्रिफर करो एंडिंग में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको एक काफ़ी अच्छा आइडिया आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पहला ही है आपका एक्सटेंसिव क्वेश्चन है। XYZ लिमिटेड हैज़ इम्पोर्टेड गुड्स टू द एक्सटेंट ऑफ $8 मिलियन। 8 मिलियन यानी कि $80 लाख का हमें पेमेंट करना है। और ध्यान दो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हम अभी के अभी इमीडिएटली पेमेंट कर सकते हैं, 1% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमें।
ठीक है। अगर हम आज पेमेंट करते हैं तो 1% का डिस्काउंट, हमें अभी कितना पेमेंट करना है, अगर मैं करोड़ में लिखना चाहूँ सो इट विल बी 0.8 करोड़ का मेरे को पेमेंट करना है। इसमें से 1% का मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा इमीडिएटली अगर आज सारा पेमेंट करता हूँ तो आप थोड़ा ध्यान दो कैसे, इंटू 1%, सो 0.008 आपका माइनस हो जाएगा। अच्छा मैं माइनस करके ही लिखता हूँ, 0.8 लेस 1%, तो ये आ गया $0.792 मिलियन। अब आपको इतना पेमेंट अगर आज ही करना है तो आज के रेट पे ही कन्वर्ट करोगे सर, उसको स्पॉट रेट पे कन्वर्ट करने के बाद में आपके पास में पता चल जाएगा कि कितने रुपीस आपको लगेंगे इतने डॉलर खरीदने के लिए, ताकि आप सामने में पेमेंट कर सको। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सो आप आज पेमेंट कर सकते हो इतना, आप 60 डेज बाद इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट, 60 डेज का आपको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मिल रहा है। पार्टी ने क्या बोला कि देखो 8 मिलियन तो आपको पेमेंट करना है, आज करोगे तो डिस्काउंट दूंगा और 60 डेज तक आपके पास टाइम है, आप 60 डेज तक बिना मेरे इंटरेस्ट लगाए आप $8 मिलियन का पेमेंट कर सकते हो। यानी कि 60 डेज बाद अगर आप आते हो तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ज़ीरो डिस्काउंट, और आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा 0.8 का। और उस दिन अगर 0.8 करोड़ का पेमेंट करोगे, मैं सब कुछ करोड़ में लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे में क्वेश्चन में करोड़ में कैलकुलेशन करने बोला है। तो अगर मैं 0.8 मिलियन यानी 0.8 करोड़ का उस दिन पेमेंट करूँगा तो 2 महीने बाद का फॉरवर्ड रेट लगेगा, 60 डेज़ का मेरे को फॉरवर्ड रेट लगेगा। मैं उस रेट पे पता लगा लूँगा कि मुझे रुपीज़ की कितनी ज़रूरत है। ये मेरा दूसरा ऑप्शन हो गया। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इन केस ऑफ फर्दर डिले अप टू 30 डेज। उसने बोला कि देखो 60 डेज तक तो आप ऐसे ही पेमेंट कर दो, लेकिन उसके आगे भी अगर आप टाइम लेते हो तो आपको मैक्स टू मैक्स 30 दिन का टाइम है, पर आपको उस पीरियड के लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 8% पर एनम से। ठीक है, विल बी चार्ज्ड फॉर एडिशनल डेज आफ्टर 60 डेज। ठीक है सर, एक सेकेंड, तो हमें बचे हुए 30 दिनों के लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वो कितना आएगा ध्यान देना। ओरिजिनल पेमेंट है हमारा 0.8 का, अब हमें इंटरेस्ट लगेगा सर, डिस्काउंट नहीं, इंटरेस्ट लगेगा 8% के हिसाब से, पर 30 डेज का ही कैलकुलेट करना है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैलकुलेशन ही कर लेते हैं ना सीधा सीधा। 0.8 पे 8% के हिसाब से 30 डेज बाय 360, 4 डेसिमल में लिखूंगा सिर्फ, क्योंकि क्वेश्चन आगे 4 डेसिमल ही यूज़ करने बोल रहे हैं। 0.0053। तो अब मुझे कितना पेमेंट करना है, 0.8053 करोड़ का। ठीक है, अब तीनों केस में आपको पता चल गया कि डॉलर की वैल्यू कितनी आ रही है। अब अगर आप 90 डेज बाद का पेमेंट करते हो तो आपको 90 डेज का फॉरवर्ड रेट लगेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी रुपीज़ की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो तीनों केस मैंने आपको ले ली ऑप्शंस। आज पेमेंट करते हो तो 1% का डिस्काउंट, 2 महीने बाद और 3 महीने बाद। अब ध्यान दो आगे क्या लिखा है। ठीक है ठीक है ठीक है, अब अगर हम ऐसा पेमेंट करते हैं तो हमारे लिए तीनों रेट दिए हुए हैं, आज का रेट, 2 महीने बाद का रेट, 3 महीने बाद का रेट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रुपी में कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितना पेमेंट आ रहा है। 66.98, 67.16, 66.98, 67.16 और 68.03। ठीक है, वो आ गया 53.0482। 4 डेसिमल में ही लिखना, क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है आगे कि 4 डेसिमल से ऊपर यूज़ नहीं करना सबसे पहले तो, और करोड़ में लिखना है। ये जो 53 आया ये करोड़ से सर। $54.7846। सो ये आ गया आपका पेमेंट करोड़ में। इतने पैसों की ज़रूरत है हर ऑप्शन में। तीनों को कंपेयर तो नहीं कर सकते क्योंकि टाइमिंग अलग अलग है। अब एक और चीज़, आगे जो क्वेश्चन में दिया है,
ध्यान देना, मिस्टर्स XYZ के पास में 25 लाख रुपए ऑलरेडी है, अवेलेबल है, एंड फॉर रिमेनिंग इट हैज़ एन ऑफर फ्रॉम बैंक फॉर अ लोन अप टू 90 days एट 9% पर एनम। आप देख रहे हो कि मेरे पास 25 लाख रुपए तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, पूरे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस जितना भी पैसा लगेगा उसके लिए मैं 90 days तक लोन ले सकता हूँ 9% के हिसाब से। सो सबसे पहले जो मेरे पास कैश अवेलेबल है वो इसमें एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो 0.25 0.25 0.25 मैंने ये क्या करा, मैंने पता लगाया कि यार मेरी कैश का पेमेंट करने के बाद में मुझे और लोन कितना लेने की ज़रूरत पड़ेगी तीनों केसेस में। सो ये आ गया, सॉरी 53.0482 माइनस 0.25 दैट्स 52.7982 दैट्स 53.478 और ये हो गया 54.5346, ठीक है। अब आपको इतने ही पैसों की ज़रूरत है और अब आप लोन लोगे ताकि आप सारा लोन यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालोगे ताकि सारी कैश फ्लोज जो है आपकी 90 डेज के एंड में ला सको। अगर आपको सारी कैश फ्लोज इस पॉइंट तक लानी है ना, कि यहाँ पे मैंने कितना पेमेंट करा, तो आपको इसमें लोन की ज़रूरत नहीं है सर, और ये तो ऑलरेडी उसी पॉइंट पे। आपको इसमें 1 महीने के लोन की ज़रूरत है और इसमें 3 महीने के लोन की ज़रूरत है। इंटरेस्ट ऐड करो उतना और आप सबको खींच के लेके जाओ। पर आगे और ध्यान देंगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 9% से मैं लोन लूँगा बैलेंस अमाउंट के लिए, तो उतना ही इंटरेस्ट लगेगा। चलो एक काम करते हैं, हम इंटरेस्ट लगा लेते हैं, इंटरेस्ट एट 9%, ठीक है। तो मैं सब पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँगा। पहले वाले केस में मैं कैलकुलेट करूँगा 90 डेज़ के लिए, दूसरे वाले केस में कैलकुलेट करूँगा 30 डेज़ के लिए, क्योंकि मेरे को सारा वहाँ तक लेके जाना है। और यहाँ पे तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं क्योंकि मैं लोन नहीं ले रहा, यहाँ पे मेरे पास में सारा पैसा मेरा होगा जो मैं पेमेंट करूँगा, ऐसा हम मान के चलेंगे, ठीक है सर। तो अब इंटरेस्ट 52.7982 इंटू 9% इंटू 90/360, 4 डेसिमल में लिखूँ तो 1.187 मैं फिर से एक बार 52.7982 इंटू 9% इंटू 90/360 1.1880 ही आएगा। फिर 53.4780 इंटू 9% इंटू 30/360, सो इस केस में आएगा 0.4011 और इस केस में 0। अब आपके पास में क्या फिगर है सर कि इंटरेस्ट के साथ आपका 90 डेज के एंड तक का अमाउंट कितना हो जाता है। 7982 ये आ गया 54.6782 53.8791 और ये तो उतना ही रहेगा 54.5346, ठीक है। सो ये इंटरेस्ट के साथ आ गया कि जो आपने लोन लिया वो इस केस में आपने 90 डेज़ के लिए लिया था इसलिए 90 डेज़ का लगाया, इस केस में 30 डेज़ के लिए लिया था इसलिए 30 डेज़ का लगाया। अब ये तीनों कैश फ्लोज 90 डेज़ के एंड की है, लेकिन एक छोटा सा एडजस्टमेंट और बचा हुआ है, वो ध्यान देना। आपके ये हो गए, ये हो गए। अब तीनों क्वेश्चन देख लो, आज पे पेमेंट करो, 60 डेज़ बाद करो या 90 डेज़ बाद करो, ये हमने ले लिया। आगे फर्दर अज्यूम करो कि जो हमारे पास कैश अवेलेबल है उस पर हम 4% का रिटर्न कमा सकते हैं, 4% से पैसा कमा सकते हैं इन इंडिया टिल इट इज़ यूटिलाइज। जब तक उन 25 लाख रुपए का इस्तेमाल आप कर नहीं लेते तब तक आप उसे इन्वेस्टेड रखोगे और 4% का रिटर्न कमाओगे। ये आपको बस उसमें ध्यान से ऐड करना है। अब आप देखो, उस 25 लाख का इस्तेमाल आपने पहले वाले केस में तो इमीडिएटली कर लिया, तो इंटरेस्ट कितना कमाया, इंटरेस्ट एट 4% ऑन 25 lakhs ओन्ड, कितना ओन करा, इसमें तो कुछ भी ऑन नहीं करा क्योंकि हमने आज ही पूरा पैसा इस्तेमाल कर लिया, ठीक है सर। पर अब बताओ दूसरे वाले केस में हमने ये 25 लाख 60 डेज के बाद
यूज़ करा, यानी कि मैंने यहाँ पे था मेरे पास, तो मैंने 2 महीने के लिए उस पर इंटरेस्ट तो कमाया होगा। इस पीरियड के लिए भले ही नहीं कमाया 30 डेज पर, 2 महीने के लिए तो कमाया होगा। ठीक है सर, तो 2 महीने का इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट कर लेंगे। इस केस में 0 डेज आएगा, इस केस में 60 डेज का हम इंटरेस्ट इस पर कमा लेंगे पीछे से, और इस केस में हमने पूरा 90 डेज तक उस कैश को इन्वेस्टेड रखा और 4% कमाया, क्योंकि वो 25 लाख मेरा यहाँ यूज़ हुआ था 90 डेज के बाद, तो पूरे 3 महीने के लिए मैंने उस पर 4% कमाया होगा। ठीक है सर, सो 0.25 पे 4%, पहले वाले केस में 60/360, तो वो आएगा 0.0017। तीसरे वाले केस में 0.25 इंटू 4% 90 दिन के लिए 0.0025। मैं फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, 0.25 पे 4% 90 दिन के लिए। ठीक है, तो ये आपकी इनफ्लो है और ये आपका आउटफ्लो है सर, ये चीज़ भूलना मत। ये कैश आउटफ्लो है, ये कैश इनफ्लो है, माइनस करेंगे। ये तो आपका आया 54.6782, 53.8791 माइनस 0.0017, ये आया 53.8774। ये आएगा 54.5321। अब छोटा मोटा कैलकुलेशन का कुछ मिस्टेक होगा तो मैं ले लूँगा, क्योंकि फटाफट हमें आगे चलना है। ये तीनों केसेस में आज पेमेंट करो, 60 डेज बाद करो या 90 डेज बाद करो, कि कैश आउटफ्लो है 90 डेज के एंड की। ये तीनों जो कैश फ्लोज आपने निकाली है सर, ये अपना इसी पॉइंट की है। क्योंकि अब टाइमिंग सेम है तो आप कंपेयर करके ये बता सकते हो कि सबसे कम आउटफ्लो किस में है। सर सबसे कम आउटफ्लो आपको दिख रहा होगा 60 डेज वाले ऑप्शन में। यहाँ पे पेमेंट करोगे तो आपका पैसा बचेगा, कम आउटफ्लो। उसके बाद अपना 90 डेज वाला 54.53 और यहाँ 54.67। मैं एक बार आंसर्स चेक कर लेता हूँ, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होगी तो मैं वो ठीक कर लूँगा। पहले वाले केस में 53.98 है, हमारा कितना आया था 67 आया था। उसको हम चेक कर लेते हैं कि कहीं गड़बड़ हुई है क्या। हो हैंग क्यों हो रहा आज ये, 1 सेकेंड देना। हाँ, तो हमने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक करी होगी। 52 पॉइंट स्टार्टिंग में ही मिस्टेक करी है। 66.98 0.792 इंटू 66.98 53.0482 52.7982, ये भी ठीक है। हाँ, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, हमारा इसका टोटल हमने गलत ले लिया। 52.7982 प्लस 1.1880 53.98 आता है, तो इसे हम ठीक कर लेंगे। 53.9862, तो यहाँ आ गया 53.9862। तो इसमें अब हमारा सेकंड ऑप्शन बेहतर नज़र आ रहा है। पहला वाला ऑप्शन अभी भी 60 डेज़ का है, उसका टोटल देख लेते हैं। 60 डेज़ में पेमेंट करते हैं तो 53.8774, या फिर इसको ऐसा ले लेते हैं, यहाँ पे कंपेयर करने में आसान जाएगा। ये हमारा सेकंड ऑप्शन था। 53.8774 मैच कर रहा है। इसके बाद 54.53 आ रहा है, ये रहा 53.41 आ रहा है, हमारा 5321 आ रहा है। इसका कुछ लॉजिक हम देख लेते हैं कि यहाँ भी हमने कहीं छोटी सी मिस्टेक करी होगी। स्टार्टिंग से ही देख लेता हूँ। हाँ, नहीं ठीक है, 0.8053 पे 68.03 राउंडिंग ऑफ का एरर है। हमने करोड्स में लिखा था, यहाँ आप अगर ध्यान दोगे तो हमने 0.8053 लिखा, इन्होंने 8.0533 लिखा। मैंने स्टार्टिंग से करोड्स में करते आया था। पर हाँ, एक चीज़ है, इंस्टीट्यूट ने शायद रुपीज़ को ही करोड्स में करने बोला था, डॉलर को नहीं बोला था।
तो अगर डॉलर को नहीं बोला तो हमने हमारा प्रेजेंटेशन थोड़ा सा बेटर करना चाहिए। ये देखो यहाँ क्लियर है कि कैश फ्लोज इन रुपीज़ आर इन करोड़। तो आपने मैं आपको एडमिट करता हूँ यहाँ कि हमारी तो मेरी तरफ से एक मिस्टेक हो गई कि आप अगर ये जो डॉलर्स है उसको मिलियंस में ही रखो तो ठीक है, यहाँ से करोड़्स में होना शुरू हो जाना चाहिए। तो यहाँ तक आपका प्रेजेंटेशन बदल जाएगा। ठीक है, मैं बाद में बदल दूंगा, अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते। चलो सर आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमने ये ठीक कर लिया, अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। $8 मिलियन पे ये ले लिया, तो ये अपना प्रेजेंटेशन ठीक हो गया। फाइनल आंसर भी तीनों मैच कर रहे हैं। ठीक है सर, आप इस तरीके से दिखाओ, आप टेबल फॉर्मेट में दिखाओ, आपका फॉर्मेट किसी भी तरह का रख सकते हो, प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। और यहाँ तो मैंने देखो रिवीजन है तो काफ़ी कम वर्डिंग्स इस्तेमाल करिए, अदरवाइज़ आप पूरा लिखोगे उसमें एक अपना पर्टिकुलर का कॉलम भी रहेगा। ठीक है, इसी चीज़ को पूरे टेबल में डाल सकते हैं। एक तो अपना पर्टिकुलर का कॉलम, फिर आज पेमेंट करते हैं तो 60 डेज़ बाद करते हैं, तो 90 डेज़ बाद करते हैं, तो एक ही टेबल में सारा कैलकुलेशन भी आप दिखा सकते हो, उसमें आपको भी आसानी जाएगी। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन लेते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 25, थोड़ा ध्यान देंगे। अब ये क्या है सर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। हम अभी कहाँ आते हैं यहाँ से, और कितना देखने दो। कन्वर्जन वाले हैं, फॉरवर्ड फ्यूचर से। सो मोस्टली मान के चलता हूँ मैं यहाँ से कि हमारा जो एक्सटर्नल हेजिंग वाला पार्ट है वो शुरू हो जाएगा। अब वो क्या है थोड़ा ध्यान देना। रिस्क मैनेजमेंट हमने शुरू करा था। कौन सा रिस्क मैनेजमेंट करना है, मैनेज करना है सर? फॉरेक्स में जो हमने एक्सपोजर्स देखे थे कि टाइमिंग के डिफरेंस की वजह से हमारा गेन और लॉस आता है और इकोनॉमिक एक्सपोजर भी आता है, तो इन सब चीज़ों को हेज करने के लिए हमारे पास में तरीके थे। हमने एक क्वेश्चन देखा था, एसी बेचने वाला 25,000 रुपये में हमने होम करेंसी में इन्वॉइसिंग कर ली थी। लीडिंग एंड लैगिंग भी हमने देखा है अभी तक, और भी शायद आगे क्वेश्चंस आएंगे। लीडिंग और लैगिंग मतलब आज पेमेंट कर दो या फिर आप आगे उसको पोस्टपोन करो। हमने अभी वाले क्वेश्चन में देखा कि हमने 60 डेज बाद करते हैं तो ज़्यादा फायदा है पेमेंट में। सो इसको बोलते हैं लीडिंग और लैगिंग। लीड करना यानी कि पहले सेटल कर देना, लैग करना यानी कि और थोड़ा डिले करना। नेटिंग, मैचिंग, इस पर आगे क्वेश्चन आएगा तो देखते हैं। ठीक है, बाकी तो थोड़ा बहुत थेरोटिकल था। अब हम सर एक्सटर्नल हेजिंग पे आते हैं। तो इंटरनल क्या था और एक्सटर्नल क्या है? इंटरनल यानी कि सर आप कंपनी में ही डिसाइड करते हो पॉलिसी की हम पहले ले लेते हैं, बाद में कर देते हैं। आप पार्टी के साथ में डिस्कस कर लेते हो फ़ोन लगा के कि भैया थोड़ा जल्दी हो सकता है तो दे दे पैसा अगर लेना है तो, और हमें देना है तो हम थोड़ा ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम थोड़ा डिले कर सके। तो ऐसे आप टेक्निक्स इस्तेमाल जो करते हो कंपनी के अंदर ही अपने इंटरनल सोर्सेस को इस्तेमाल करके, उसे बोलते हैं इंटरनल हेजिंग। पर आपको एक्सटर्नल हेजिंग में मार्केट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि बैंक हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो ऐसे में हमारे पास में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? सबसे पहले सर डेरिवेटिव्स मार्केट का हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम करेंसी डेरिवेटिव्स देखने वाले हैं। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस और स्वैप्स कॉन्ट्रैक्ट देखोगे। ये जो आपने डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर में सीखा एग्जैक्ट सब कुछ वैसा ही है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आज डिसाइड कर लेना कि कल जाके डॉलर जो आप खरीदने वाले हो वो क्या भाव से खरीदने वाले हो, या बेचने वाले हो तो क्या भाव से बेचने वाले हो। फ्यूचर्स भी उसी तरीके से है जैसे डेरिवेटिव्स में हुआ करता था। एक लॉट साइज होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे कि आज आप बाय सेल कर लोगे और कल जाके उसे सेटल कर लोगे। थोड़ा ध्यान देना, अगर मैंने मार्केट में गुड्स बेचे हैं, एक्सपोर्ट करा है, तो वो डॉलर मुझे आने वाला है 6 महीने बाद में, तो वो डॉलर ले जाके मैं मार्केट में बेचूंगा। और अगर फ्यूचर्स डॉलर में अवेलेबल है ना, फ्यूचर्स का जो अंडरलाइंग असेट अगर डॉलर है और मैं डॉलर मार्केट में बेच रहा हूं, तो मैं फ्यूचर्स को भी आज ही बेच दूंगा। इसका मतलब मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि फ्यूचर में आके मैं डॉलर बेचूंगा। एक्चुअल में क्या होगा, आज आपने फ्यूचर्स बेच दिए, कल आप फ्यूचर्स को बाय कर लोगे, कैश में सेटलमेंट हो जाएगा, आपको प्रॉफिट लॉस जो होना बनता है हो जाएगा। सो फ्यूचर्स मार्केट में रियल में ले जाके आप डॉलर नहीं देते। रियल में तो आप स्पॉट मार्केट में ही डॉलर ले जाके दोगे, पर स्पॉट मार्केट में कुछ फायदा नुकसान अगर हुआ तो वो नुकसान फायदे से फ्यूचर्स मार्केट में ऑफसेट हो जाएगा, यानी कि हेज हो जाएगा। सो फ्यूचर्स लेने का पर्पज़ ही यही है कि अगर मुझे कहीं नुकसान हो रहा है तो कहीं एटलीस्ट फ़ायदा हो जाए, ताकि मैं ज़ीरो पे रहूँ, मतलब मेरा ना नुकसान ना फ़ायदा। वैसे ही ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब ही यही होता है सर कि आप अंडरलाइंग असेट खरीदना चाहते हो। तो अगर आपको डॉलर आएंगे और आप डॉलर बेचने वाले हो और डॉलर ही अंडरलाइंग असेट है,
तो आपको पुट ऑप्शन खरीदना पड़ेगा बिकॉज द यू वांट द राइट टू सेल डॉलर। सो जब क्वेश्चन आएगा तो हम इन सब का डिस्कशन करेंगे, मैं तो सिर्फ एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। स्वैप्स भी हम देखेंगे, उसमें 1-2 क्वेश्चन है, और एक और देखेंगे आइटम आखिरी में जो है मनी मार्केट हेज। इसके बाद शुरू होगा अपना एक और पार्ट जो है सर अपना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का ऑनर करना, कैंसिल करना, एक्सटेंड करना, ड्यू डेट पे, अर्ली पे या फिर आफ्टर डिलेट। चलो ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, एक आइडिया आएगा। काफ़ी सारी चीज़ें पेंडिंग है सर यहाँ से थोड़ा सा, और काफ़ी टाइम भी हो गया है तो हम थोड़ा भगाएंगे। ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन, ये नहीं सॉरी, ये वाला क्वेश्चन, ये भी नहीं है, ये वाला है, ये काफ़ी जल्दी हो जाएगा। अ कंपनी इज कंसिडरिंग हेजिंग इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ठीक है। इट हैज़ मेड अ परचेस ऑन 1 जुलाई, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, अब ठीक है। इट हैज़ मेड अ परचेस ऑन 1 जुलाई 2016 फॉर विच इट हैज़ टू मेक अ पेमेंट ऑफ $60,000 ऑन December 31, 2016। सो जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने का पीरियड है, ठीक है। हमें आज से ठीक 6 महीने बाद $60,000 का पेमेंट करना है। प्रेजेंट एक्सचेंज रेट आपको दिया हुआ है, और क्योंकि हमें डर है कि जब मैं 6 महीने बाद मार्केट में $60,000 का पेमेंट करूँगा, है ना, पार्टी को, तो मैं पहले बैंक जाके वो डॉलर खरीदूंगा और कहीं वो महंगा ना हो जाए। आज का रेट आपको दिया हुआ है 65 का, अगर वो 70 रुपये हो गया तो आपको 70 इंटू 60,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। दैट इज़ अ ह्यूज सम। सो वो क्या करना चाहता है, आज ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेगा, आज ही फिक्स कर लेगा कि 6 महीने बाद आके वो क्या रेट पे डॉलर खरीदेगा। सो इट विल लुक लाइक दिस। आज स्पॉट रेट 65 है, कल में आपको डर है इसलिए क्वेश्चन मार्क डाल दिया, तो आज ही आप फॉरवर्ड रेट ले लो, ठीक है। अब फॉरवर्ड रेट हमारा फिक्स है 64 का यहाँ पे, कि भैया आज मैं फिक्स कर सकता हूँ एक डॉलर 6 महीने बाद 64 रुपीज़ में खरीदूंगा। तो कंपनी विल हैव टू मेक एन अपफ्रंट प्रीमियम एट 2% फॉर द फॉरवर्ड अमाउंट परचेज। अब ये जो सिक्योरिटी आपको मिल रही है उसके लिए बैंक कुछ प्रीमियम चार्ज कर रही है। जनरली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम आता नहीं है, पर अगर दिया है तो हम एज एन एक्सपेंस उसको लेंगे। तो देखो कितना अमाउंट हम परचेस कर रहे हैं, 60,000 इंटू 64, इतने का हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बैंक के साथ में, क्योंकि हम तो इंडिया में, और उसका 2% आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। और ये प्रीमियम के लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, या तो आप अपने जेब से पैसा दोगे तो उसको इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी खो रहे हो, और पैसा नहीं है तो आप बैंक से लोन लो एट 12% पर एनम। सो ये है आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो आपको इतना इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। आप प्रीमियम यहाँ पे दोगे, उस पर 12% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 6 महीने के लिए, तो 6% का आएगा, उसको यहाँ पे आके आपको इवैल्यूएट करना है। देखो अल्टीमेटली लेके कैश फ्लोज जानी है 6 महीने बाद। अब तो ये कैलकुलेशन पहले देख लेते हैं। देखो 60,000 है, 60,000 इंटू 64, ये हो गई आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू। उस पर 2% का प्रीमियम, यानी कि हमें रुपीज़ में पेमेंट करना है 76,800 आज, पर वो हम बोरो करेंगे तो 6 महीने का उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते 6% से, तो 6 महीने बाद का हमारा रीपेमेंट आएगा 81,408 का। ये खर्चा हो गया आपका फिक्स, ये आपका खर्चा पूरा फिक्स हो गया। आगे अब इन द फॉलोइंग सिचुएशन कंप्यूट करो प्रॉफिट एंड लॉस टू द कंपनी। प्रॉफिट और लॉस द कंपनी विल मेक अगर वो हेज करता है फॉरेन एक्सचेंज को फॉरवर्ड मार्केट में। ध्यान देना सर, अगर 31 दिसंबर को ये रेट्स हो गए तो बताओ आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेना फ़ायदेमंद रहा या नहीं रहा। देखो एक चीज़ तो मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली कैलकुलेट कर सकता हूँ, मेरा टोटल कॉस्ट कितना पड़ा 81,408 का। अब अगर 81,408 डिवाइडेड बाय 81,408, इस पे मैंने $60,000 सेव कर लिए कि इसको मैं 64 के भाव से खरीदूंगा। सो पर डॉलर मेरी जो प्रीमियम की कॉस्ट आई है 1.3568 आई है, वो अगर इसमें ऐड करोगे तो वो होता है 65.3568। इतना तो सर आपको खर्चा पड़ गया। ये है आपका टोटल आउटफ्लो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। अगर रेट इससे कम रहा ना तो आपका फॉरवर्ड लेना
बकवास हो गया या बोल दो कि वेस्ट हो गया, कि आपको तो भैया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हर डॉलर इतने का पड़ गया, प्रीमियम प्लस आपका फॉरवर्ड का रेट। मार्केट में रेट अगर इससे कम रहा तो आपका नुकसान होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेने की वजह से। अब देखो यहाँ पे 68 है, हमें कितने का पड़ा सर, 64 का पड़ा, ऐसा कैलकुलेट करो। मार्केट में उस दिन 68 है और आप कितने में खरीद रहे हो, 64 में खरीद रहे हो, तो आपको तो 4 रुपये का फ़ायदा हो गया हर डॉलर पे। कितना फ़ायदा हुआ सर आपको, 2,40,000 का फ़ायदा हुआ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेने की वजह से। पर उसके लिए आपने कोई कीमत चुकाई है, वो है सर 81,408, 81,408। तो नेट फ़ायदा निकाल लो। मैंने सही लिखा क्या, मेरा नेट फ़ायदा होगा 158,592। मानते हो बात को, ये रहा 158,592। ऐसे ही अब आपको बाकी कैलकुलेशन कर ले हैं। 62 का ही रेट था उस दिन और मुझे तो 64 में खरीदना पड़ गया, मेरा तो -2 रुपये, मतलब 2 रुपये का नुकसान हो गया। तो मेरा तो यहाँ पे 1,20,000 का ऑलरेडी नुकसान है और 81,408 का मेरा और पेमेंट गया। तो इस तरीके से मेरा टोटल नुकसान जो है वो बढ़ के हो गया 201,408। मानते हो इस बात को, ये रहा 201,408 का लॉस। इसी तरह से आप बाकी के दोनों भी कर लोगे, 70 वाला 65 वाला, कहानी ख़त्म। आपको प्रॉफिट लॉस निकालना था, आपने निकाल लिया। 70 वाले केस में आपका फ़ायदा आएगा और इस वाले केस में भी नुकसान आएगा। देखो आपका नुकसान आएगा जब भी रेट इससे कम होगा। 64 का फॉरवर्ड था और पर डॉलर आपका प्रीमियम इतना आ गया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रॉफिट और लॉस, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेने की वजह से फ़ायदा नुकसान कितना हुआ। अगला क्वेश्चन देखो सर। देखो सर, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने में है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके एक्सपोर्ट्स है कुछ जो 3 महीने बाद आपको पेमेंट मिलेगा उसका, और इंडिया से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और आपके कुछ पेमेंट्स भी है, इंपोर्ट्स है, उसका पेमेंट आपको 6 महीने बाद करना है। अब ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की रुपी वैल्यू आपको दी हुई है 10 मिलियन रुपीस, जो कि आएगा 3 महीने बाद, और 5 मिलियन का पेमेंट जो कि आपको करना है 6 महीने बाद, ठीक है। और ये है रुपी वैल्यू। पर आप इसकी इनवॉइसिंग जो है वो किसी भी करेंसी में कर सकते हो, और आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं करेंसी के, डॉलर में कर लो, यूरो में कर लो, पाउंड में कर लो, ठीक है। अब आप अगर इनवॉइसिंग करोगे तो कैसे करोगे ये थोड़ा हम देखेंगे। आगे क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, स्पॉट के रेट दिए हुए हैं और एनुअलाइज्ड प्रीमियम दिया हुआ है। सो आप फॉरवर्ड रेट निकाल सकते हो इन प्रीमियम का इस्तेमाल करके। करना क्या है, 7% को इसमें ऐड कर दो क्योंकि प्रीमियम है, ठीक है। डॉलर में प्रीमियम दिखा रहा है आपका और डॉलर ही बेस करेंसी है, आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। प्रीमियम है तो ऐड करेंगे, डिस्काउंट होता तो माइनस करते, ठीक है। पर वो एनुअल है सर। अगर आपको आज से ठीक 3 महीने बाद का रिटर्न निकालना है तो वो 3 महीने का रेट लेना पड़ेगा। 7/4 कर दोगे उस केस में आप, क्योंकि 7% साल भर का है तो 3 महीने का हो गया, 4 से डिवाइड करना है, यानी क्वार्टर कितने हैं, 4 क्वार्टर है तो 4 से डिवाइड कर दिया। पर अगर आपको 6 महीने का रेट निकालना है तो आप 2 से डिवाइड कर दोगे, यानी 3.5% लोगे, ठीक है। अब ध्यान दो, क्वेश्चन ये बोलता है कि एडवाइस करो एक्सपी फार्मा को कि किस करेंसी में हमने इनवॉइसिंग करनी चाहिए। मैं एक करेंसी करके बताऊंगा, बाकी 2 आपके लिए छोड़ दूंगा क्योंकि बाकी दोनों में सिर्फ आपकी प्रोसीजर रिपीट हो रही है। सो लेट्स से कि हम डॉलर में इनवॉइसिंग करते हैं। तो अगर हम डिसाइड करते हैं कि डॉलर में इनवॉइसिंग करना है तो पहले 10 मिलियन, पहले एक्सपोर्ट्स को लेते हैं, 10 मिलियन रुपीस जो है अगर वो आपको आज ही मिल जाते तो आप आज ही क्या करते सर। 10 मिलियन रुपीस नहीं, आप एक काम करो, अगर आपको 10 मिलियन के डॉलर वैल्यू आज ही मिल जाती, अगर आप इनवॉइसिंग डॉलर में करोगे तो वो आज ही डॉलर मिल जाते तो आज ही डॉलर बेच देते और बैंक डॉलर खरीद लेती। डॉलर ही असेट है, डॉलर आज मिलते, आज आप बेचते, बैंक डॉलर खरीद लेती, ठीक है। तो 67.10 का रेट लगता। तो 10 मिलियन को मैं 67.10 से कन्वर्ट कर लेता हूँ और आज पता करता हूँ कि मैंने अगर बिल बनाना है डॉलर में तो इतने का बनाऊंगा। अगर वो आज इतना दे देता तो मैं 67.10 पे कन्वर्ट करता तो मुझे बराबर 10 मिलियन मिल जाते, कहानी ख़त्म, ठीक है।
आज आपने इतने का बिल बना दिया और वो पैसा आपको 3 महीने बाद आएगा। तो 3 महीने बाद जब आएगा, ध्यान देना, 3 महीने बाद डॉलर आएगा, आप 3 महीने बाद डॉलर बेचोगे यानी कि बैंक को, तो 3 महीने बाद का फॉरवर्ड रेट आप बेचोगे, बैंक खरीदेगा, तो यही रेट लगना है। बस इसमें आपको प्रीमियम ऐड करना है। तो आप क्या करोगे, 67, ध्यान देना, 67.10 इन ब्रैकेट 1 + 0.07 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि मैं 3 महीने का प्रीमियम उसमें ऐड करके रेट निकाल ले रहा हूं। रेट आता है आपका 68.27, ये देखो आ गया। तो आप 3 महीने बाद इस भाव से बेच देना, 68.27 से उतने डॉलर बेच दोगे तो आपको इतना अमाउंट मिल जाएगा। ऐसे ही करो कि अगर आपको अब यूरो में इन्वॉइसिंग करनी होती, आज आपको वो बिल मिल जाता, यूरो मिल जाते, तो आप वो यूरोज बेच देते, बैंक खरीद लेती, तो बिड रेट इससे डिवाइड करोगे तो आपको बिल की अमाउंट पता चल जाएगी, उसमें प्रीमियम ऐड करोगे तो आपको पता चल जाएगा सेटलमेंट कितने पे होगा। ये देखो 63.15 को 6% का प्रीमियम 4 से डिवाइड करा, आपका फॉरवर्ड रेट आ गया 3 महीने बाद का। और ये कि आपको नेट में अब प्रोसीड्स इतनी मिल रही है। देखो अभी भी हमको डॉलर पूरा आ रहा है, फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसमें 74,367 आ रहा है, आखिरी में इसमें 50,000 ही आ रहा है, ठीक है, और इसमें तो और भी कम आ रहा है। तो हम कौन सा ऑप्शन प्रेफर करेंगे कि हम बिलिंग करेंगे हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो डॉलर में, क्योंकि हमें उसमें 1,01,74,000 ज़्यादा पैसे मिल रहे 3 महीने बाद। ऐसे ही आपको पेमेंट का करना है। बस पेमेंट के केस में क्या होगा, 5 मिलियन का आपको अगर पेमेंट डॉलर में करना होता तो बैंक से डॉलर आज आप खरीदते, बैंक बेचती 67.20 का, अब ये सारे रेट लग जाएंगे, ठीक है। उसमें प्रीमियम ऐड कर लेना। अब 7% से प्रीमियम ऐड करोगे, पर 6 महीने बाद का है तो डिवाइडेड बाय 2 करोगे, ये रहा। तो आपने पहले तो 20 पे पता कर लिया कि अगर बिल होता तो वो इतने डॉलर का पेमेंट करना पड़ता। अब 67.20 में 6 महीने बाद का प्रीमियम ऐड कर लो, 7% से डिवाइडेड बाय 2, तो प्रीमियम ऐड करने के बाद ये अमाउंट आती है 6 महीने बाद का फॉरवर्ड। उस रेट से इतने डॉलर का पेमेंट करेंगे तो ये आउटफ्लो आएगा। वैसे ही यूरो, वैसे ही पाउंड का कर लोगे तो आप देखो सबसे कम कहाँ आ रहा है, सबसे कम इस केस में आ रहा है 51.25। तो क्वेश्चन में क्या लिखोगे कि देखो एक्सपोर्ट की इन्वॉइसिंग तो डॉलर में करो और इंपोर्ट की इन्वॉइसिंग जो है आपकी वो पाउंड में करो, क्योंकि वहाँ सबसे कम आउटफ्लो है, यहाँ सबसे ज़्यादा इनफ्लो है। कहानी खत्म, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो। अब यहाँ पे आप कुछ चीज़ें सीखोगे, एक नया कॉन्ट्रैक्ट सीखोगे, दैट इज़ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। देखो टेलेरियल ट्रिलियम, a UK company is in a process of negotiating an order amounting to 5.5 million euros। कंपनी UK से है तो होम करेंसी पाउंड हो गई और उसकी जो दूसरी करेंसी है वो है यूरोस, फॉरेन करेंसी। 5.5 मिलियन यूरोस का उसको ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है। अ लार्ज जर्मन रिटेलर ऑन अ 6 month क्रेडिट, 6 महीने का क्रेडिट है, 6 महीने बाद पैसे आएंगे। इफ़ सक्सेसफुल हुआ तो ये पहली बार होगा कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स जर्मन मार्केट में, ठीक है। अब क्योंकि ये 5.5 मिलियन यूरोस का ऑर्डर है, टेलेरियल ट्रिलियम इज कंसिडरिंग फॉलोइंग 3 ऑल्टरनेटिव्स फॉर मैनेजिंग द ट्रांजैक्शन रिस्क। क्योंकि फॉरेन करेंसी है, 6 महीने बाद जब यूरो आएंगे तो क्या पता क्या रेट हो जाएगा मार्केट में। आज एक रेट होगा, उससे अगर नीचे रेट गिर गया, फायदेमंद नहीं रहा, तो हमें और कम पाउंड मिलेंगे। पाउंड, यूरो को कन्वर्ट करके पाउंड चाहिए, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पाउंड हमें मिले। और इस रिस्क को हेज करने के लिए नीचे 3 आपको तरीके दिए हुए हैं, ध्यान देना सर। मिस्टर ग्रैंड द मार्केटिंग हेड हैज़ सजेस्टेड दैट इन ऑर्डर टू रिमूव ट्रांजैक्शन रिस्क कम्प्लीटली, हमने इन्वॉइसिंग करनी चाहिए स्टर्लिंग में। इस पहला वाला पार्ट है आपका, देखो मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। पहला वाला पार्ट है होम करेंसी इन्वॉइसिंग का, और होम करेंसी इन्वॉइसिंग में इन्होंने बहुत ही छोटी सी चीज़ यहाँ पे अच्छे से खेली है, वो है एवरेज स्पॉट रेट। उन्होंने ये नहीं बोला कि बिड लो या आस्क लो, उन्होंने ये बोल दिया कि एवरेज निकालो दोनों का और वो कंसिडर करो, ठीक है। आगे देखो, दूसरा वाला केस है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, वो तो बहुत ईजी है। और तीसरा है फ्यूचर्स का, जो हमें
थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, तो हम वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। सो होम करेंसी इन्वॉइसिंग अगर आप करते हो तो कितना मिलेगा पाउंड में 6 महीने बाद? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो कितना, और फ्यूचर्स लेते हो तो कितना, तीनों का 6 महीने बाद अपनी होम करेंसी में पैसा कितना आ रहा है ये पता कर लो। बाकी का आप क्या कहते हैं, इतना पता कर लिया, बाकी का छोड़ दिया। चलो ठीक है, अब आपको नीचे क्या दिया हुआ है? अच्छा, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाद में। स्पॉट रेट आपको दिया हुआ है 1.1980 1.9990 पर पाउंड। ये आपके लिए इनडायरेक्ट कोट है। सबसे पहली बात, पाउंड आपकी बेस करेंसी है या अंडरलाइंग असेट है, तो इस भाषा में बात करनी पड़ेगी कि पाउंड खरीदना चाह रहे हो या बेचना चाह रहे हो। ठीक है, आगे आपको 6 महीने के फॉरवर्ड पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसे हम स्वैप पॉइंट्स कहते हैं, और आप नोटिस करोगे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो आपको डिडक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, आप डिडक्ट करोगे आखिरी से, तो पहला रेट क्या हो जाएगा? 1.1920, 80 में से 60 गए, और दूसरा रेट क्या हो जाएगा? 35, 1.1935। और 1.1990 माइनस 0.0055 1935। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद का आपका फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट रेट दिया हुआ है, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट का साइज भी दिया हुआ है, और 6 महीने बाद का स्पॉट और फ्यूचर का रेट भी दिया हुआ है। ठीक है, कोई नहीं, क्लोज करने के लिए काम आएगा। आगे आप एडवाइस करो कि क्या अप्रोप्रिएट होना चाहिए। कैलकुलेट टू द नियरेस्ट पाउंड, डेसिमल्स में काम मत करना। ठीक है, अब आप बताओ कि 5 मिलियन यूरोज आप आज बिल बना के दे रहे हो, पर वो 5 मिलियन यूरोज अगर आपको आज ही मिल जाते तो आप यूरोज बेच देते, पर यूरोज आपकी असेट करेंसी नहीं है, बेस करेंसी नहीं है, तो आप आज यूरोज बेचना चाहते हो, यानी कि पाउंड खरीदना चाहते हो। आप अगर आज पाउंड खरीदोगे तो बैंक बेचेगी, बेचने वाला रेट है बैंक का असेट का, ये रहा। तो होम करेंसी इनवॉइसिंग अगर आप करते हो तो 5 मिलियन यूरोस को आप 1.1990 पे कन्वर्ट करोगे। ये है इंटरप्रेट करने का तरीका। अब मैं एक आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप बेस करेंसी में इंटरप्रेट नहीं करो तो आपको कैसे मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मेरे पास यूरोज आते, मैं बेचता, बैंक खरीदती, मैंने बिड रेट ले लिया, हो गई गलत। आप यूरोज बेच रहे हो पर बैंक यूरोज नहीं खरीद रही, इस रेट पे पाउंड खरीद रही है। तो बेस करेंसी की रिक्वायरमेंट लेके जाओ, ये मैंने सबसे पहले वाले पार्ट में बताया था। बैंक के पास मैं पाउंड खरीदना चाहता हूँ सर यूरोज बेच के, तो बैंक पाउंड बेचेगी, मैं खरीदूंगा तो बैंक बेचेगी। ठीक है, 1.9990 कहाँ गया? हाँ ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल केस में, ये हो गया नॉर्मल केस में। पर हमारे क्वेश्चन में एक और अच्छी चीज़ लिखी है कि इनवॉइसिंग जो आप कर रहे हो वो एवरेज स्पॉट रेट पे करो। एवरेज है तो हमें और आसानी हो गई कि इन दोनों बिड और आस्क का एवरेज निकाल लो। 80 और 90 का एवरेज आ गया 85, है ना? तो इन्होंने यहाँ पे यही करा, ये देखो 85, ये है एवरेज, ना बिड ना आस्क। अगर एवरेज नहीं लिखा होता तो सर आप आस्क रेट लेते फॉर श्योर। आप निकाल लो, आज आपको कितने पाउंड की बिलिंग करनी पड़ेगी? इतने ही, और 6 महीने बाद भी इतने ही पाउंड मिलेंगे, क्योंकि बिल जो अमाउंट में है, करेंसी में है, उतना देना है। तो ये आपका हो गया फाइनल, 6 महीने बाद आपको इतना मिलने वाला है। ठीक है, अब आते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे। अगर आप फॉरवर्ड रेट लेते हो तो फॉरवर्ड में क्या रेट लगेगा सर? आपको 6 महीने बाद यूरोज आएंगे, आप बैंक को यूरोज बेच के पाउंड खरीदोगे, पाउंड बेस करेंसी है, बैंक पाउंड बेचेगी, आस्क रेट लगेगा 1.1935, लग गया 1.1935, और आपका आ गया अमाउंट इतना। अब आप बताओ, अगर सिर्फ ये दो ऑप्शन होते तो आप तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही चूज करते, राइट? क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर्स की। फ्यूचर्स में क्या होता है सर, ध्यान देना। आप यहाँ तो सबसे पहले बात करो कि फ्यूचर्स का असेट क्या है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 27।
हैंग हो जाता है आजकल ना, टाइम वेस्ट। चलो इसको एक काम करते हैं, क्लोज़ कर देते, क्लोज़ करके ओपन करो तो कई बार चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। सॉरी, ये एक्चुअली गर्म पानी है, नथिंग एल्स, प्योर सिंपल हॉट वाटर। सर क्यों लेते हो आप ये पानी? ये मेरे पास, मैं रोज़ सुबह आता हूँ स्टूडियो में, ये पूरा एक घर से गर्म करके लेके आ जाता हूँ और दिन भर चलता है। क्यों आपको देखो मैं बताता हूँ, ये रिकॉर्डिंग का जो काम होता है ना, ये सर आसान काम नहीं है किसी भी टीचर के लिए। ये दिखने में तो बहुत बढ़िया दिखता है, लुक्रेटिव दिखता है, पर ऑब्वियसली हर चीज़ में मेहनत होती है। अब यहाँ पे हमारा काम जो होता है ना, सबसे ज़्यादा बातें करने का होता है, गला। तो ये चीज़ आपको तकलीफ़ दे सकती है अगर आप ज़्यादा रिकॉर्डिंग करते हो तो। सो ऐसे केसेस में व्हाट यू शुड डू इज़, एटलीस्ट ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है सर। ये ले लो, ग्रीन टी ले लो, मतलब सिंपल सिंपल, और सबसे सिंपल तो पानी है, गर्म पानी। आप अगर हॉट वाटर लेते रहते हो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा, तो आपको एक राहत मिलती रहती है, एंड इट इज़ गुड फॉर हेल्थ एज वेल। ऐसा, ठीक है, जस्ट अ सिप इज़ इनफ। ना जस्ट अ सेकेंड, देखो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27 लिखने वाला था ना मैं। फ्यूचर्स में जब भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है ना, कुछ स्टेप फॉलो कर लो उसमें। सबसे पहली स्टेप क्या है सर? डिटरमाइन, फाइंड आउट ले लो, चलो थोड़ी सिंपल भाषा में, फाइंड आउट असेट करेंसी। आपके केस में देखो, आपको भले यूरो आएगा तो आप यूरो बेचोगे, पर आपको क्या करना है उससे एक्सचेंज को फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सचेंज ने अपना एक बोर्ड लगा दिया कि हम यहाँ पे, ध्यान देना, हम यहाँ पे पाउंड खरीद और बेच रहे हैं। कैसे पता चला सर? ये देखो, पहली बात तो रेट आपको पर पाउंड दिया है, उसके बाद लॉट साइज से पता चलता है कि एक लॉट में कितने पाउंड फ्यूचर्स में, करेंसी फ्यूचर्स में बेचा जा रहा है। तो वो हो गया हमारा असेट। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मॉल जाते हो और एक लॉट में, ठीक है, एक लॉट में अगर ऑनियंस रखे होते हैं 10-15, तो वो लॉट साइज हो गया सर 2 किलो का। 2 किलो में आपको ऑनियंस मिल रहे हैं ना, एक लॉट में ऑनियंस मिल रहे हैं, तो ऑनियंस इज द असेट। यहाँ एक लॉट में 70,500 पाउंड मेरा कवर हो रहा है, तो पाउंड इज माई असेट। तो अगर मैं पाउंड खरीदना चाहता हूं तो इंटरेस्ट रेट नहीं, करेंसी फ्यूचर्स खरीदूंगा। मैं पाउंड बेचना चाहता हूं तो करेंसी फ्यूचर्स बेचूंगा। सो फाइंड आउट द असेट करेंसी फर्स्ट। हमारे इस वाले क्वेश्चन में है पाउंड, ठीक है। नाउ डिसाइड वेदर यू want to buy or sell asset currency, ठीक। सेटलमेंट डेट पे आप असेट करेंसी खरीदना चाहते हो कि बेचना चाहते हो। यहाँ ध्यान दो, आप यूरोज जब आपको आएंगे तो यूरोज आप सेल करना चाहते हो, इसका मतलब पाउंड आप बाय करना चाहते हो। तो अगर हम सिर्फ असेट करेंसी पे ध्यान दें तो हम असेट करेंसी खरीदना चाहते हैं। देयरफॉर डू द सेम विथ, या फिर हम थोड़ा टेक सेम पोजीशन इन करेंसी फ्यूचर्स। तो आप यहाँ पे क्या डिसाइड करोगे कि बाय फ्यूचर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है यहां तक भी पहुंचना। बच्चे गलती कर देते हैं, मेरे पास यूरोज आएंगे, मैं यूरोज बेचूंगा तो मैं फ्यूचर्स भी बेच देता हूं। फ्यूचर्स में यूरोज तो बिक ही नहीं रहते ना, फ्यूचर्स में तो पाउंड बिक रहा था और वो आपको खरीदना है तो वो आपने खरीदा, ठीक है। आगे, जब आपका
ये डिसाइड हो गया, ध्यान देना, बहुत नॉर्मल से सर, आपको लगेगा कि करेंसी फ्यूचर कितना टेक्निकल है, बहुत नॉर्मल है। देखो जब आपका ये डिसाइड हो गया है कि ये कब खरीदना है कि बेचना है, तो उसके बाद क्या डिसाइड करते हो, कितने कितने कब खरीदना और बेचना है, ये डिसाइड करोगे ना पानी पीने के बाद। चौथा, डिसाइड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाय और सेल, हमें तो बाय है, टू बाय आ जाएगा। चलो ठीक है, अब कैसे डिसाइड करोगे, आपको 5 मिलियन यूरोज आने वाले, 5 है कितना है, 5.5 है सर। मैं ये वाला पार्ट बहुत स्लो करके जा रहा हूँ ताकि अगली बार से मैं थोड़ा स्पीड पकड़ सकूँ। इतने मिलियन यूरोज आने वाले हैं, और ध्यान देना फ्यूचर्स में आप अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हो पाउंड खरीदने का, तो आप हर पाउंड खरीदने के लिए इतने यूरोज आपको देने पड़ेंगे। ये है यूरोज में, ये भी है यूरोज में, तो इसमें से हर बार जब आप 1.1943 यूरो दोगे तो 1 पाउंड मिलेगा, तो हम करेंगे डिवाइड। क्योंकि ये यूरोज तो डिवाइड करा, इससे क्या आ गया सर, पाउंड आ गया, कि कितने पाउंड आप खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। मैं यहां पे निकाल देता हूं, वैसे तो नहीं निकाला तो भी ठीक है, डायरेक्ट कर सकता हूं, पर वो आपको फिर ना समझ नहीं आएगा। तो इसका आंसर आ गया 4605208, 4605208। इतने पाउंड खरीदने का आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो फ्यूचर्स में, और हर एक लॉट में कितने पाउंड आते हैं सर, 70,500। हर एक लॉट में अगर 70,500 पाउंड आते हैं और टोटल इतने पाउंड अगर आपको खरीदना है, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका आ जाएगा, आपके नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आते हैं 65.32। कभी भी कॉन्ट्रैक्ट आपको डेसिमल में नहीं, फ्रैक्शन में नहीं मिलेंगे, या तो 65 लो या तो 66 लो। जैसे अब आप कब खरीदना चाहते हो, 65.32 कब खरीद सकते हो क्या, आप नहीं खरीद सकते ना। तो बेस्ट क्या होगा, आप क्लोजेस्ट में जाओ, नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ कर लो। तो मैं अब इसको राउंडिंग ऑफ करता हूं 65 में, इतने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में बाय कर लूंगा। अब आगे क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या, अच्छा और कुछ दिया नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूं आगे की स्टेप क्या होती है। 5वीं स्टेप क्या होगी आपकी, डिपॉजिट कराओगे इनिशियल मार्जिन। ठीक है, ध्यान देना, देखो तो अब आप डिपॉजिट कराते हो इनिशियल मार्जिन। ठीक है, अब वो अमाउंट कैसे आता है मैं आपको अंदाज़ा दे देता हूं। आपका नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना है, मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल मार्जिन ऑन ईच कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको पर कॉन्ट्रैक्ट इनिशियल मार्जिन दिया है तो पर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मल्टीप्लाई करो। क्वेश्चन में कैसे दिया है उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि इनिशियल मार्जिन टोटल कितना है। अगर आप ये डिपॉजिट कराना चाहते हो तो सबसे पहले ध्यान देना, आपको उसे बोरो करना पड़ेगा मार्केट से। आप मार्केट से उतना लोन लोगे और डिपॉजिट करोगे, तब जाके आपको फ्यूचर्स बाय करने मिलेगा। 0 पॉइंट पे ये कहानी हो गई ख़त्म। अब आप क्या करोगे, 6th एक्सपायरी पे जाओगे, एट एक्सपायरी या एट मैच्योरिटी या एक्सपायरी बोल लो। ठीक है, आप सेटल करोगे फ्यूचर्स को। सेटल करने का मतलब थोड़ा सा समझो, अगर आपने बाय करा है तो अब आप सेल कर दो, और अगर आपने सबसे पहले सेल करा था टाइम t0 पे, तो अब आप बाय कर लो उस दिन के रेट पे। ठीक है, और एक चीज जो आपको नोट करनी है, एट एक्सपायरी
स्पॉट रेट जो होता है वही होता है फ्यूचर्स का रेट। कैसे, हमने ये डेरिवेटिव्स में देखा था कि जैसे जैसे मेच्योरिटी नज़दीक आने लग जाती है, एट एक्सपायरी नज़दीक आने लग जाती है, तो कन्वर्जेंस इफेक्ट की वजह से फ्यूचर्स की प्राइस स्पॉट रेट की प्राइस से मैच कर जाती है। तो किसी दिन अगर आपको एक्सपायरी पे फ्यूचर्स की प्राइस नहीं दी गई तो स्पॉट की ज़रूर देंगे, उसी को फ्यूचर्स की मानना है। इस क्वेश्चन में भी यही हुआ, उन्होंने 6 मंथ्स बाद लिख दिया स्पॉट रेट और फ्यूचर रेट। मैं बता रहा हूं अगर क्वेश्चन को थोड़ा और डिफिकल्ट करना है तो फ्यूचर रेट ये वर्ड हटा दो, फिर भी एक ट्रीटमेंट सेम टू सेम रहेगी। ठीक है, अब आप सेटल कर लो। देखो, सेटल करोगे तो क्या होगा, दो चीज होगी सर, या तो आपको फ्यूचर्स में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कहानी खत्म। वो प्रॉफिट और लॉस आपके डिपॉजिट में एडजस्ट हो जाएगा। प्रॉफिट होगा तो ऐड होके मिल जाएगा, लॉस होगा तो डिडक्ट होके मिल जाएगा, और कहानी खत्म। आपका कैश इनफ्लो आउटफ्लो आ जाएगा उस दिन का। अब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। हमने 65 कॉन्ट्रैक्ट्स ले लिए थे। यहाँ पे देख लेता हूँ इंस्टीट्यूट ने कितने लिए, ये भी 65 ही लिए। ठीक है, तो अमाउंट कितनी हेज हुई ये भी पता चल गया। देखो, टोटल तो हमको इतने पाउंड खरीदने थे, पर वो आ रहा था 65.32 पे, पर हमने अगर राउंड ऑफ करा है तो हमने सिर्फ इतने पाउंड खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करा है। बैलेंस जो पाउंड है वो मेरे अनहेज्ड रह गए। बैलेंस जो भी होगा 46,05,208, ये अब आप छोड़ के चलो, अब आपके लिए यही वैल्यू है 4582 वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि फ्यूचर में मैं इतने पाउंड खरीदूंगा, क्या रेट पे, इस रेट पे, ये वाला 1.1943, ऐसा मैंने प्रॉमिस कर लिया। अब मैं एक्सपायरी पे जाता हूं और मैंने देखा कि पाउंड का रेट ये हो गया है, अब मैं सेल कर देता हूं, क्योंकि मैंने पहले इस पे बाय करा था तो मैं अब इस पे सेल कर देता हूं। ठीक है, आप जब बाय करो, सेल करो, तो आपका प्रॉफिट लॉस आएगा। मैं यहाँ पे सेटलमेंट निकाल लेता हूँ अपने केस में। सो आपने बाय करा था पाउंड और फिर आपने सेल करा था 1.1943 और 1.1873। आपको यहाँ पे नुकसान हुआ है। दिस इज़ यूरो पर पाउंड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लॉस होगा क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है। आपको नुकसान हुआ 0.007 यूरो का हर पाउंड पे। सो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी थी, कॉन्ट्रैक्टेड पाउंड कितने थे सर, कैसे निकालोगे? 65 इंटू आपका लॉट साइज 70,500 का, सिर्फ इतने ही कॉन्ट्रैक्ट लिए थे तो इतने ही पाउंड को कंसिडर करना है सर। वो है 4582500। हर पाउंड पे 0.007 का यूरो का नुकसान हुआ, तो टोटल पाउंड जितने कॉन्ट्रैक्ट करे थे उस पे कितने का हुआ, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल लॉस निकल के आएगा यूरोस का 32,077.5। तो मैं 08 ले लेता हूँ क्योंकि राउंड ऑफ करना है ना। इतने का आपका यूरोस का नुकसान हो गया, लेकिन नुकसान 6 महीने बाद हुआ है, और 6 महीने बाद इतने यूरोस की भरपाई करने के लिए उस दिन का मार्केट में स्पॉट रेट काम का है, क्योंकि फ्यूचर्स तो हो गया क्लोज। अब आप यूरोस की भरपाई जो करोगे लॉस का, इस रेट पे करोगे 1.1873, ये भी यूरोस है 1.1873। सो आपका लॉस इन पाउंड निकल के आ जाएगा 32,078, 1.1873, 27,018। इतना आपका नुकसान हो गया फ्यूचर्स में। ये हो गई पहली पोजीशन, उस दिन खत्म। और उस दिन एक और चीज होगी, आपको उस दिन 5.5 मिलियन यूरोज आएंगे एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। मैं इसको दूसरे कलर में लिखता हूँ। ये स्पॉट मार्केट में काम होगा सर। एक्सपोर्ट के पैसे आएंगे सर। अब आप बोल रहे हो, ध्यान देना, अब आप बोलोगे कि सर फ्यूचर लेने का फ़ायदा ही क्या हुआ,
अगर हमें नुकसान हो गया तो मैं बताता हूँ, फ्यूचर्स आपका हेजिंग का एक टूल है जिसमें आप ये डिसाइड करते हो कि अगर स्पॉट मार्केट में मुझे नुकसान हुआ तो यहाँ फ़ायदा हो जाए, और यहाँ फ़ायदा हो गया तो यहाँ नुकसान हो जाएगा। हुआ ना नुकसान फ्यूचर्स में, इसका मतलब फ़ायदा स्पॉट मार्केट में होगा ज़्यादा पैसे मिलके। आपका वो हेजिंग का टूल आपको प्रॉफिट दिलाने के लिए तो था भी नहीं, पहले आया तो बहुत अच्छी बात है। आपका वो हेजिंग का टूल रिस्क कम करने के लिए था। रिस्क कम करना यानी कहीं नुकसान तो कहीं फ़ायदा, कहीं फ़ायदा तो कहीं नुकसान। सो आपको जो 5.5 मिलियन मिलेंगे यूरो, उसको आप उस दिन के स्पॉट रेट पे कन्वर्ट कर लोगे 1.1873। सो आपको यूरोज मिलेंगे, सॉरी पाउंड मिलेंगे 4632359। अब आप नेटिंग कर लो, नेट में आपकी कैश फ्लोज आ गई कुछ इसके पास 4605,341। सिंपल सी बात है, अगर आपको ऊपर प्रॉफिट होता तो वो रेट कम होता। ध्यान देना, मैं लॉजिक समझा देता हूँ। आपको प्रॉफिट कब होता? जब ये रेट ज़्यादा होता। ये रेट ज़्यादा होता तो आपको प्रॉफिट होता। सीधी सी बात है, आपका यहाँ प्रॉफिट आता, यहाँ पे भी प्रॉफिट आता। पर वो रेट स्पॉट रेट है सर उस दिन का, वो रेट भी यहाँ पे लगा रहे हो, और वो रेट अगर ज़्यादा होता ना तो नीचे भी यहाँ डिनोमिनेटर में ज़्यादा होता, ये अमाउंट अपने आप कम आती। तो हो गया ना यहाँ पे नुकसान स्पॉट में, यहाँ फ़ायदा हुआ तो यहाँ नुकसान हो गया। सिंपल सी बात है। तो फ़ायदा नुकसान होगा सर आपका फॉर श्योर। तो ये आपका 4605341 है। मैं समराइज़ कर देता हूँ यहाँ पे। सो ध्यान देना सर, आपका यहाँ पे नुकसान हो गया, ये नुकसान देखा, ये यूरोज़ में लॉस हुआ आपको। ये यूरोज़ का जो लॉस था आपका, आपने देखो इन्होंने तो नेटिंग ऑफ कर ली, वो भी ठीक है। आपको एक्सपोर्ट की प्रोसीड से 5.5 मिलियन यूरोज़ मिले फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें से आपने इतने यूरोज़ दे दिए। बचे हुए यूरोज़ आपने क्या करे, मार्केट में बेच दिए 1.1873 के रेट से। तो अब आपके पास में कितने पाउंड है? 4605,342। ये रहा 4605,341। 1 पाउंड का राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ रहा है। तो ये है सर आपका फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। मैं समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले तो हम फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। अब आप बताओ, होम करेंसी इनवॉइसिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर्स? देखो होम करेंसी में 45 मिल रहे हैं, फॉरवर्ड में 4608 आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है 4605। तो हम चूज करेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि उसमें ज़्यादा पाउंड मिल रहे हैं। ठीक है, ये प्रपोजल ऑफ ऑप्शन 2 इज प्रिफरेबल, यानी कि फॉरवर्ड। अच्छा, इन्होंने क्या बोला था एक और क्वेश्चन में, इंटरप्रेट करो द प्रपोजल ऑफ मिस्टर ग्रैंड फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। नॉन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है कि आप उसको पैसों के एंगल से मत देखो, नंबर्स मत यूज करो। फर्दर इन केस ऑफ प्रपोजल 1 देयर मस्ट बी अ डाउट एज टू वेदर दिस वुड बी एक्सेप्टेबल टू जर्मन फर्म। आपने पहले जो होम करेंसी इनवॉइसिंग करी ना, आप ज़रा सा अंदाज़ा लगाओ कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, लेट्स से ये कप बेच रहे हो, और आप बेच रहे हो अमेरिकन पार्टी को, अमेरिकन कस्टमर को आप बोलते हो कि भैया तू रुपीज़ में पेमेंट कर मुझे। भैया एक तो वो कस्टमर है, वो आपको सेल्स ला के दे रहा है, आपका घर में पैसे ला के दे रहा है, और आप उसे मजबूर कर रहे हो रुपीज़ ला के देने में। उसकी करेंसी तो डॉलर है। जब भी कभी आप कस्टमर को उसकी खुद की करेंसी के अलावा कहीं और करेंसी में चार्ज कर रहे हो तो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो, अपना रिस्क हटा के फॉरेन करेंसी का उस पर डाल रहे हो, तो वो कस्टमर जनरली भाग जाएगा। ही विल नॉट एक्सेप्ट इट और ही विल नॉट पुट अ ऑर्डर विथ यू। सो आपको मजबूरी में उसको ऑर्डर उसके करेंसी में ही देना चाहिए। सो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि जर्मन फर्म को शायद वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा अगर आप होम करेंसी में करोगे तो, क्योंकि मार्केट काफ़ी कम्पिटिटिव है और आप वहाँ पे पहली बार जा रहे हो। तो पहली बार जाते हुए अपने अकड़ लेके मत जाओ, ये इसका बोलने का मतलब। ठीक है, हो गई कहानी ख़त्म। मैं आपको फ्यूचर समराइज कर देता हूँ, कहीं दिक्कत ना हो। जब भी कोई फ्यूचर्स का, करेंसी फ्यूचर्स का क्वेश्चन आएगा, आप सबसे पहले असेट फाइंड आउट करो, फिर बताओ कि उस असेट के साथ क्या करना चाहते हो। उसी असेट के साथ जो करना चाहते हो, बाय सेल, वही करो आप करेंसी फ्यूचर्स के साथ। एक बार डिसाइड हो गया कि खरीदना या बेचना है, उसके बाद आप नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स डिसाइड करोगे, राउंड ऑफ करोगे टू द नियरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि आप बाकी के लिए बचे हुए
पार्ट के लिए आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हेजिंग कर लो। चलो राउंड ऑफ करा, उसके बाद डिपॉजिट निकाल लो, मार्जिन मनी बोलते हैं इसको, मार्जिन। सो डिपॉजिट के लिए आपको बोरो करना पड़ेगा, मार्जिन करना पड़ेगा, इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ेगा, और आप फ्यूचर्स खरीद या बेच दोगे। उसके बाद एक्सपायरी पे उसको सेटल कर दो। सेटल करना यानी कि अगर पहले बाई किया था तो आप सेल कर दो, सेल किया था तो बाई कर दो, आपको डिफरेंस बिटवीन टू फ्यूचर्स प्राइसेस प्रॉफिट या गेन निकल के आएगा। वो प्रॉफिट एंड गेन अल्टीमेटली सेटल करो आखिरी में अपनी होम करेंसी में। सो मैंने जो लॉस आया था यूरो को पाउंड में सेटल करा, क्योंकि मेरी होम करेंसी थी पाउंड। बस कहानी खत्म, फ्यूचर्स खत्म। और जो एक्चुअल में आपको पैसा आएगा 5.5 मिलियन का, वो तो रियल में आएगा, रियल मार्केट यानी स्पॉट मार्केट में जाके ही उसे बेचोगे। सो दिस इज हाउ इंटरेस्टेड बोलता हूँ सर, करेंसी फ्यूचर्स वर्क। और क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमने काफ़ी टाइम दिया है, अगली बार नहीं देंगे सर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। अगेन सेम क्वेश्चन है, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स और नो हेजिंग। फटाफट करते हैं। देखो सर, डूम लिमिटेड इज एन एक्सपोर्ट बिजनेस हाउस। ये भी एक्सपोर्टर है, इसने कुछ माल बेचा होगा जो आने वाला है, ठीक है। 48 लाख डॉलर्स 1 अप्रैल 2020 को ड्यू है, और जनवरी 2020 की डिटेल दी है, यानी यहाँ से पूरा जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने बाद आपको पैसा आने वाला है। स्पॉट रेट्स आपको दिए हुए, लेकिन ध्यान देना सर, आपका ये इनडायरेक्ट कोट दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बेस करेंसी जो है वो INR है। फ्यूचर्स में भी एक बार ध्यान दोगे तो फ्यूचर्स में भी कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज है वो रुपीस में है, यानी यहाँ भी बेस करेंसी क्या है, असेट क्या है, INR। तो फ्यूचर्स में खरीदना बेचना डिसाइड करने के पहले आप क्या करोगे कि आप INR क्या करना चाहते हो। बहुत सिंपल, आपको 3 महीने बाद डॉलर आएंगे, आप डॉलर बेचोगे, रुपीस खरीदोगे। आपको रुपीस खरीदना है तो फ्यूचर्स भी खरीदो, क्योंकि रुपीस ही असेट है। सो यू विल टेक अ बाय फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद सेटल करोगे सेल फ्यूचर्स में, तो 3 महीने का फ्यूचर्स का आपको प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है। देखो बहुत सिंपल है। अब मैं सबसे पहले जाता हूँ और देखता हूँ कि ये स्पॉट रेट है 1 मंथ के, 3 मंथ के, ये 1 मंथ के कोई काम के नहीं है हमारे। उसके बाद इनिशियल मार्जिन देखो, इस क्वेश्चन में आपको इनिशियल मार्जिन दिया हुआ, ये कोई काम का नहीं है, 3 महीने का काम का है। हर कॉन्ट्रैक्ट पे 32,500 का आपको पेमेंट करना है इनिशियल मार्जिन का, ठीक है। सो अब अगर आप इनिशियल मार्जिन पे करोगे तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मल्टीप्लाई कर देना, उतना पैसा आपको बोरो करना पड़ेगा, और वो बोरो करोगे 9% पर एनम पे, जैसे कि अभी हमने देखा। आगे उस दिन का स्पॉट रेट भी आपको दिया हुआ है, और थोड़ा ध्यान देना फ्यूचर्स का रेट उस दिन का थोड़ा अलग दिया हुआ है। आपने तो बोला था सर स्पॉट और फ्यूचर्स मैच करते हैं, बिल्कुल करते हैं, पर एकदम ऐसा भी मत करो उसको, कुछ नहीं, दोनों सेम ही रेट है, बस 94 की जगह आखिरी में 93 है, तो इतना तो वेरिएशन ले ही सकते हैं। रिकमेंड एज टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी मोस्ट एडवांटेजेस। हमारे एक्सपोर्ट है, हमें पैसा आने वाला है, जिसमें भी सबसे ज़्यादा पैसा आएगा वो चूज करेंगे। सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लो। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि 3 महीने बाद का फॉरवर्ड रेट लोगे 0.013889। क्या करना है सर, 48 जो लाख डॉलर है उसको इससे डिवाइड कर दो, क्योंकि ये भी डॉलर है पर रुपी, वो भी डॉलर है, दोनों सेम करेंसी, डिवाइड कर दिया, ये रहा, है ना, आ गया। और यहाँ तो बिड आस्क का कोई लोचा भी नहीं है कि बिड लेना है कि आस्क लेना है। पर अगर बिड आस्क होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे अगर 2 रेट होते तो क्या करते। डॉलर आ रहा है, डॉलर बेच रहे हो, तो बैंक खरीद रही है, बिड लेते गलत हो जाता। फिर से बात करता हूँ, डॉलर आ रहा है, आप डॉलर बेचोगे, पर डॉलर असेट करेंसी नहीं है, रुपीज़ है, रुपीज़ खरीदोगे, बैंक रुपीज़ बेचेगी, आस्क रेट लगता। ठीक है, चलो आता तो अब देखते हैं। तो ये हो गया सर आपका फॉरवर्ड का, कि फॉरवर्ड में आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, 34 करोड़ 55 लाख रुपीस। अब आप फ्यूचर्स की बात करते हैं, मेन तो फ्यूचर्स है। तो आप सबसे पहले डिसाइड कर लो बाय करना है कि सेल करना। हमने डिसाइड कर लिया कि बाय करेंगे हर रुपी को इतने डॉलर में। इसके बाद में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करते हैं। सिंपल है सर, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले तो बोलो कि 48 लाख डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करो, 0.013881। तो रुपए तो निकालो कि कितने रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो फ्यूचर्स में। 3 और 3 6 डेसिमल तक इस्तेमाल किया इन्होंने। 345796412 34 करोड़ 57,96,412 रुपीज़ का आप फ्यूचर्स खरीदना चाहते हो हर फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में
2,88,16,368 रुपीज़ कवर होते हैं, डिवाइड करो। सो आपका आएगा एग्जैक्ट 12 कॉन्ट्रैक्ट। 12 कॉन्ट्रैक्ट्स आप खरीदना चाहते हो, सबसे पहले तो 12 से मल्टीप्लाई करो इनिशियल मार्जिन को, आपका पैसा आएगा। भाई इतना पैसा आपको पहले तो डिपॉजिट देना पड़ेगा फ्यूचर्स में। इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट होता है 3,90,000। आज इतना बोरो करोगे, डिपॉजिट करोगे, तब फ्यूचर्स मिलेंगे। अब बोरो करा है तो 3 महीने का इंटरेस्ट भी तो चुकाना पड़ेगा। 1 + 0.09 डिवाइडेड बाय 12 × 3, ठीक है। तो 3 महीने बाद का आपका रीपेमेंट आएगा 398,775। इसे भूलिएगा नहीं, ठीक है। फ्यूचर्स में 3 चीजें होगी आखिरी में। सबसे पहले रीपेमेंट तो करोगे ही, फ्यूचर्स को सेटल करके प्रॉफिट लॉस भी लोगे, और जो आपको $48 लाख आएंगे उसे स्पॉट में ले जाके बेच देना। तो वो तो स्पॉट में बिकेगा, फ्यूचर्स में तो सिर्फ सेटलमेंट होता है, ठीक है। अब हम 3 महीने बाद फ्यूचर्स को सेटल करते हैं, देखो कैसे। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। चलो यार, इनका जो दिया हुआ है वही लेते हैं ताकि आपको भी क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ये 12 आ गया, 390 आ गया, ठीक है। इस 390 का आप पेमेंट करोगे इंटरेस्ट के साथ में, तो आपका ये इंटरेस्ट आ गया। अब स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान देना, स्टार्टिंग में 3,90,000 बोरो करा और 3,90,000 डिपॉजिट भी करा दिया आपने। एंड में क्या होगा, 3,90,000 आपको वापस आएंगे एक्सचेंज से, फ्यूचर्स का जो सेटलमेंट है, और वो 3,90,000 का प्रिंसिपल रीपे कर दोगे। तो ये तो प्लस माइनस हो गया, इसका इम्पैक्ट ज़ीरो है। आपको सिर्फ इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत है। तो आप नोटिस करोगे कि फाइनल जब एक्सपायरी आई है तो प्रिंसिपल नहीं लिया, यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट लिया। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल तो आपको आएगा एक्सचेंज से जिससे फ्यूचर खरीदा था, और वापस चला जाएगा जिससे लोन लिया था, तो उसका इम्पैक्ट ज़ीरो हो गया। अगर आपको 3,90,000 यहाँ ऐड करना है तो ऊपर और एक बार लिया हुआ भी दिखाना पड़ेगा, नेट इम्पैक्ट सेम, ठीक है। ये ले लिया, आगे। अब देखो हम कैसे क्लोज कर रहे हैं। हमने 1 अप्रैल का क्लोजिंग का रेट ये रहा, क्लोजिंग का रेट है 13893, मैं अलग से लिख लेता हूँ। आपने डॉलर पर रुपी खरीदा था 0.013881 पे, और डॉलर पर रुपी अब आप बेचोगे 0.013893 पे, ठीक है। इस पे बाय करा, इस पे सेल करा, तो बताओ प्रॉफिट है नुकसान है? प्रॉफिट आ रहा है क्योंकि सेलिंग अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। कितना? 3 में से 1 गए 2, 9 में से 8 गए 1, फिर आ गया 0 0 0, 1 2 3 4 0। हर रुपए पे इतने डॉलर का आपको फायदा हुआ। ये रहा, इस अमाउंट पे बाय करा था, इस अमाउंट पे सेल करा, तो हर रुपए पे इतने डॉलर का फायदा। टोटल आपने कितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट करा था सर? 12 कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, हर कॉन्ट्रैक्ट इतने रुपए का था, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट आ गए आपके मल्टीप्लाइड बाय टोटल रुपीज आ गए, है ना, कि कितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया था, और हर रुपए पे इतने का फायदा, तो टोटल फायदा कितना वो न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, 12 × 2,88,16,368, 12 × 288,16,368 इंटू 0.000012। मेरा जो डॉलर का गेन हुआ है वो है 4149.56, ठीक है। ये डॉलर का मुझे फ्यूचर से फायदा हुआ, इसे फ्यूचर्स से सेटलमेंट में मुझे मिले, और ये गेन ले जाके मैंने मार्केट में बेच दिया मार्केट रेट पे 0.013,894। ये रहा, ये जो डिवाइड किया है ना, ये आपने बेच दिया और रुपीज ले लिए, और ये भी डॉलर में है तो डिवाइड करोगे तो आपका गेन निकल के आएगा 298,658। ये रहा, तो ये फ्यूचर्स का सेटलमेंट हो गया, ये आपके लोन का सेटलमेंट हो गया इंटरेस्ट देके, प्रिंसिपल तो पहले दे चुके हैं, और आपको जो एक्चुअल में $48 लाख मिले उसे मार्केट में बेचोगे स्पॉट रेट पे 94, तो ये उसका सेटलमेंट हो गया। ये पैसा आया, ये आया और ये गया,
ऐसा टोटल करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये गेन है तो आया, वो भी आया, ये गया। सो ये आप ऐड करोगे, ये लेस करोगे, आपका टोटल फ्यूचर्स आ गया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान देना सर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड में इतना मिला, फ्यूचर्स में ज़्यादा मिला, और अगर आप हेजिंग नहीं करते तो खाली बैठे रहो, 3 महीने बाद में जो भी पैसा आएगा स्पॉट में बेच देना। ये लो स्पॉट में बेच दिया, तो वो कितना आया, वो इतना आया। तो अब आप बताओ कौन सा ऑप्शन प्रेफरेबल है? फ्यूचर्स का, क्योंकि उसमें ज़्यादा कैश फ्लोज आपको मिल रही है। ठीक है सर, क्वेश्चन समझा? अब ये अगला क्वेश्चन है आपका फॉरवर्ड और ऑप्शंस का। सो इसमें आप देखोगे कॉल और पुट ऑप्शन है, और देखना प्रीमियम पे करना पड़ता है। सो एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं और इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सो आ जाओ सर, एक ब्रेक के बाद अब ध्यान देते हैं कॉल और पुट ऑप्शंस पे। कॉल ऑप्शंस का मतलब होता है राइट टू बाय, पुट ऑप्शंस का मतलब होता है राइट टू सेल। क्या सर? अंडरलाइंग असेट, जो आप बेस करेंसी अभी तक देखते आ रहे थे वही बेस करेंसी खरीदने का राइट चाहिए तो कॉल ऑप्शन खरीदोगे, बेचने का राइट चाहिए तो पुट ऑप्शन खरीदोगे। अब वापस यहाँ पे वही दिक्कत आएगी सर जैसे फ्यूचर्स में आती थी कि आपको दिया डॉलर है कि डॉलर आने वाले हैं, आप डॉलर बेचोगे, पर बेस जो करेंसी है फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में वो अगर रुपीज़ है तो रुपीज़ के साथ क्या करोगे ये डिसाइड करो, उस हिसाब से कॉल और पुट ऑप्शन आप खरीदोगे। ठीक है, आगे देखना, आपने डेरिवेटिव्स में ये भी पढ़ा कि कॉल और पुट ऑप्शन खरीदते समय प्रीमियम पे करना पड़ता है स्टार्टिंग में, और आपके पास में ना ऑब्लिगेशन नहीं होता मैच्योरिटी पे। जैसे फ्यूचर्स के पिछले दोनों क्वेश्चन आपने देखे, इस क्वेश्चन में फ्यूचर्स में क्या आया? प्रॉफिट, और पिछले वाले क्वेश्चन में आपने नोटिस करा होगा फ्यूचर्स में हमें आया था लॉस, ये रहा। तो अगर कॉल और पुट लेते हो तो ये वाला लॉस नहीं आएगा सर अब आपको, क्योंकि प्रीमियम का स्टार्टिंग में खर्चा आप दे चुके हो, तो एक्सपायरी पे सिर्फ उसमें आपको प्रॉफिट ही आ सकता है। ठीक है, ध्यान देना ये क्वेश्चन। एक अमेरिकन फर्म है इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, इंस्टीट्यूट ने जो अभी स्टडी मटेरियल में इस क्वेश्चन के ना कुछ वैल्यूज़ बदल दिए हैं। ये जो 0.9301 और 9356 है उसकी फिगर्स बदल दी, तो आगे आंसर बदल जाता है। बाकी चेंज कुछ नहीं है, गलत सही कुछ नहीं है, फिगर्स थोड़ी सी बदली तो आंसर बदला है। तो हमारा आंसर और वो आंसर थोड़ा मैच नहीं करेगा बिकॉज ऑफ दीज 2 फिगर्स ओनली, बाकी कॉन्सेप्ट सेम, सब कुछ सेम। ठीक है, अब ध्यान देना, एक अमेरिकन फर्म है, उसको ना पेमेंट करना है। पिछले दोनों क्वेश्चन में आप एक्सपोर्टर थे, अब आप एक तरह से इंपोर्टर मान लो। आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, कैनेडियन डॉलर 10,10,000 और कैनेडियन डॉलर 7,05,000 को जुलाई 31 को और 30 सितंबर को। देखना, आपको जो दोनों पेमेंट करना है ना, ये जुलाई में करना है, ये सितंबर में करना है। और फर्म इज़ रिस्क एवर्स, वो रिस्क नहीं लेना चाहती कि जब मैं पेमेंट करने जाऊँ, मैं हूँ अमेरिकन फर्म, मेरी जो करेंसी है होम करेंसी यूएस डॉलर है, मुझे तो उस दिन कैनेडियन डॉलर खरीद के पेमेंट करना पड़ेगा, और जब मैं कैनेडियन डॉलर खरीदूंगा तो मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा यूएस डॉलर का पेमेंट करूं, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए उसकी पॉलिसी क्या है कि वो हेज कर लेगा रिस्क को। अब हेज करने के कई सारे तरीके हमने अभी देखे, इस क्वेश्चन में 2 और तरीके, फॉरवर्ड और ऑप्शंस। ठीक है, क्वेश्चन देखना, फिक्स्ड फॉरवर्ड रेट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। आगे, इट इज़ नाउ जून 30, ये जून 30 चल रहा है ना। जून से जुलाई सितंबर 1 महीना होता है, अगस्त और सितंबर होता है 3 महीना। सो आज से ठीक 1 महीने और 3 महीने बाद का मेरा पेमेंट है। फॉलोइंग कोटेशंस आपको दिए हुए हैं यूएस डॉलर पर कैनेडियन डॉलर, तो आपके लिए ये डायरेक्ट कोट हो गया यहाँ पे। ठीक है, फ्रॉम द फर्म। आ जाओ, स्पॉट रेट आपको दिया है, 1 महीने बाद का फॉरवर्ड और 3 महीने बाद का फॉरवर्ड भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, प्राइस ऑफ कैनेडियन डॉलर यूएस डॉलर, यहाँ तो लिखा ज़रूर ऐसा है पर आगे यूएस डॉलर पर कैनेडियन डॉलर ही दिया है। ठीक है, ऑन अ यूएस स्टॉक एक्सचेंज, प्राइस का मतलब क्या पता है, इस पे जो ऑप्शन मिल रहा है आपको उसका प्राइस यानी कि उसका प्रीमियम। ऑप्शन का प्राइस क्या होता है सर? प्रीमियम। ठीक है, वो दिया है आपको सेंट्स में, पर कैनेडियन डॉलर। 1 कैनेडियन डॉलर के लिए इतने सेंट्स आपको देने पड़ेंगे। अब थोड़ा ध्यान देना, 100 सेंट्स का 1 यूएस डॉलर होता है, जैसे 100 पैसे का 1 रुपये होता है, वैसे ही 100 सेंट्स का 1 डॉलर होता है। और यहाँ पे आपको फिगर्स जो दी है ब्रैकेट में, ये कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये आपको जो फिगर्स दिए ये सेंट्स में दिए। 1.56 सेंट्स को आप डॉलर में कैसे लिखोगे? 0.0
0.0156 ये है। 3 डेसिमल में ले जाओगे ना, 1 सेंट का मतलब ही 0.001 हो गया, तो 56 है, तो $0.00156 का प्रीमियम पे करना है हर एक कैनेडियन डॉलर के लिए। ठीक है, आगे इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू द सजेशन ऑफ फाइनेंस मैनेजर, अगर ऑप्शंस का हम इस्तेमाल करते हैं तो 1 महीने का ऑप्शन हम लेंगे 94 सेंट्स पे। सो जो हमारा $10,10,000 का पेमेंट करना है वो हम इस पे करेंगे, 94 सेंट्स की स्ट्राइक प्राइस वाला ऑप्शन लेंगे, और 1 महीने बाद है तो हमारे लिए प्रीमियम ये हो गया 1 महीने बाद का 1.02। और अगर हम 3 महीने का ले रहे हैं ऑप्शन तो वो 95 सेंट्स वाला लेंगे, तो 3 महीने के लिए 95 सेंट्स वाला लोगे तो सितंबर में आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा कॉल का, अगर कॉल खरीद रहे हो तो। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, आपकी बेस करेंसी क्या है यहाँ पे, कैनेडियन डॉलर, ये तो प्राइस हो गई, ये तो बेस हो गई। कैनेडियन डॉलर आपका ऑप्शन में असेट है और आप वो खरीदना चाहते हो 1 और 3 महीने बाद या बेचना चाहते हो। सर मुझे तो पेमेंट करना है ना सामने वाली पार्टी को, मैं कैनेडियन डॉलर खरीदना चाहता हूं तो मुझे कैनेडियन डॉलर यानी असेट खरीदने का राइट चाहिए, कॉल ऑप्शन लोगे, पुट नहीं लोगे। तो पुट वाली सारी फिगर्स जीरो कर दो, अब आपके काम के नहीं है। अगर आप गलत डिसीजन लेते पुट तो फिर आपके प्रीमियम वो आते और पूरा क्वेश्चन ही भसक जाता। ठीक है, तो आपके प्रीमियम हो गए 0.00102, ये 1 महीने वाले कॉल ऑप्शन के लिए, और 3 महीने वाले कॉल ऑप्शन के लिए 0.00164 है ना। इतने डॉलर का आप प्रीमियम पे करोगे हर कैनेडियन डॉलर पे। तो इस केस में हमको 10,10,000 कैनेडियन डॉलर चुकाना है। पर थोड़ा ध्यान देना, आगे और कुछ नया लिखा हुआ है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइज इज कैनेडियन डॉलर 50,000। 1 महीना 3 महीना आपका कैनेडियन डॉलर का पेमेंट है 10,10,000 और 7,05,000। ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज है कैनेडियन डॉलर का वो है 50,000। ये भी कैनेडियन डॉलर, वो भी कैनेडियन डॉलर, डिवाइड कर दूंगा तो मुझे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकल के आएंगे 20.2, 14.1। अब फ्रैक्शन में तो कॉन्ट्रैक्ट इसमें भी नहीं मिलते, तो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट कितने लोगे आप, इसमें 20 लोगे, उसमें 14 लोगे। अब अगर आपने इसमें 20 कॉन्ट्रैक्ट लिए, 50,000 से मल्टीप्लाई करो तो आपके सिर्फ 10 लाख कैनेडियन डॉलर इसमें आप खरीद पाओगे, है ना, 10 लाख, और इसमें सिर्फ 7 लाख। सो आपका अनकवर्ड पोर्शन कितना रह गया, मैं यहां लिख देता हूं अनकवर्ड। ऑप्शन से तो 10 लाख खरीद लोगे, एक्चुअल में तो सेटलमेंट होगा, पर सामने वाली पार्टी को तो 10,10,000 डॉलर देना है कैनेडियन डॉलर। यहां से 10 लाख का सेटलमेंट हो गया, बाकी के 10,000 डॉलर, बाकी के कैनेडियन डॉलर 10,000 कहाँ से लाओगे सर, और इस केस में बाकी के कैनेडियन डॉलर 5,000, क्योंकि बिना खरीदे आप उसको पूरा पेमेंट तो कर नहीं सकते। ऑप्शन से इतना आ गया। आगे क्वेश्चन यही बोलता है कि अगर ऑप्शन मार्केट में कुछ अनकवर्ड रह जाता है तो बैलेंस अमाउंट के लिए आप फॉरवर्ड ले लेना और उसको ट्रीट ऑप्शन में ही करना। ठीक है, फॉर द रिमाइंडर अनकवर्ड बाय द ऑप्शन द फर्म वुड बियर द रिस्क इटसेल्फ। पहले तो वो उन्होंने बोल दिया कि खुद ही रिस्क उठाएंगे, पर इट वुड यूज फॉरवर्ड रेट एट द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ स्पॉट। तो वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे उसके लिए। ठीक है, अब आपको बताना है दोनों में से कौन सा ऑप्शन प्रिफरेबल है। सबसे पहले सर आप बताओ कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए कि फ्यूचर्स लेना चाहिए, ऑप्शंस लेना चाहिए। तो पहले हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं। बहुत कहानी आसान है आपकी। 10,10,000 कैनेडियन डॉलर आप अगर 1 महीने बाद खरीदते हो US डॉलर इतने में, ये क्या है सर, USD पर कैनेडियन डॉलर। सो ये US डॉलर में वो कैनेडियन डॉलर में मल्टीप्लाई कर दो, 10,10,000 इंटू 0.9301, ये रहा। सो 10,10,000 इंटू 0.9301 आपका पेमेंट इतना आ रहा है
और आप सितंबर में 7,05,000 खरीदोगे 3 महीने के फॉरवर्ड रेट पे, तो आपका पेमेंट इतना आ रहा है। ठीक है, ये हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम ऑप्शंस में चलते हैं। हमने पहले लॉट साइज निकाला 20.20, 14.10, तो हमने आगे जाके लिखा कि भैया हम 20 और 14 कॉन्ट्रैक्ट ही लेंगे और बचे हुए के लिए हम फॉरवर्ड ले लेंगे। ठीक है, अब एक्सपायरी पे क्या होगा? एक्सपायरी पे जनरली क्या होता है, आप स्ट्राइक प्राइस को कंपेयर करते हो स्पॉट प्राइस से और डिसाइड करते हो कि आपको फ़ायदा होगा कि गेन होगा। पर यहाँ पे उस दिन की स्पॉट प्राइस ही नहीं दी हुई है, तो अब आप एक्सरसाइज करोगे या नहीं करोगे ये वाला ऑप्शन पता ही नहीं लगा सकते। फाइनली आपको जो करना है वो ये मानना है कि भैया आप इसी एक्सरसाइज प्राइस को फाइनल मान के चलो कि यही उस दिन की स्पॉट प्राइस है 0.94 की, और इस केस में 0.95 की। तो भैया इसी पे अगर आपका सेटल होना है तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं, इसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं, सिर्फ 0.94 पे डायरेक्ट बाय कर लो, 0.95 पे डायरेक्ट बाय कर लो, बिकॉज यू हैव द राइट टू बाय। सिंपल। अगर ध्यान देना 0.94 ही उस दिन मार्केट में स्पॉट रेट होता तो ऑप्शन एक्सरसाइज करते क्या? 0.94 का बाइंग ऑप्शन है, 0.94 का यहाँ पे भी स्पॉट रेट है, स्पॉट इज इक्वल टू स्ट्राइक, ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं मिलेंगे। मार्केट में जाके आप खरीदोगे $10 लाख इस रेट पे। मानते हो बात को? तो बस वही रेट स्ट्राइक रेट हो गया। अब देखो क्या करा एक्सपायरी पे। मैं जुलाई की बात करता हूं। दो चीज हुई सर, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में मैंने $10 लाख खरीदे, एक सेकंड, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में $10 लाख खरीदे 0.94 की स्ट्राइक प्राइस पे, तो वो मुझे इतने $US देने पड़े। बचे हुए जो अनकवर्ड थे वो मैंने पहले ही फॉरवर्ड रेट ले लिया था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये था 0.9301 के रेट से, तो उसके लिए मेरे को इतने $US लगे। तो ये तो मेरे को एक्सपायरी पे $10,10,000 मिल गए। लेकिन ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए स्टार्टिंग में मैंने प्रीमियम पे किया था सर। कितने का प्रीमियम था, यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लेंगे, आपका प्रीमियम था 0.00102, सही लिख रहा है, ये 1.02 है ना, 00102 का पेमेंट करा। कितने सर? $10 लाख कैनेडियन डॉलर खरीदने के लिए 00102 से आप मल्टीप्लाई करोगे, ये रहा 50,000 का लॉट साइज, 20 कॉन्ट्रैक्ट, 00102 क्यों नहीं आया, 1 मैंने कुछ गलत करा क्या, 02 डिवाइडेड बाय 100, हाँ 0.01 आएगा, सॉरी वो थोड़ा मुझसे भी गलती हो गई, तो इसको हम ठीक कर लेंगे 0.0102 और ये आ गया 0.0164। ठीक है, इस पे हमने $7 लाख का कैनेडियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट करा था। सो आपका प्रीमियम आपने पे कर दिया, ये है $US में, वो सेंट्स में दिए थे, आपने डॉलर में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे, तो आपने ये प्रीमियम पे किया। ये प्रीमियम हुआ डॉलर में, $US में। 10,200 का प्रीमियम पे करके इतने ऑप्शंस खरीदे थे, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि स्ट्राइक स्पॉट रेट उस दिन की नहीं दी हुई है, तो हमने माना वही स्पॉट रेट है जो स्ट्राइक प्राइस है। तो देखो अब आपको अल्टीमेटली निकालना था कि 10,10,000 कैनेडियन डॉलर खरीदने के लिए एक तो ऑप्शंस में इतना पेमेंट करा, फॉरवर्ड में इतना करा, स्टार्टिंग में प्रीमियम इतना दिया। अब इस प्रीमियम पे एक्चुअल में देखा जाए तो इंटरेस्ट भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम 0 पे प्रीमियम दे दिया था हमने, तो बोरो करके दिया, ये हम जनरली मानेंगे। पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। रेट तो होना ना कोई 10% कॉस्ट ऑफ फंड्स है, तो ऐसा अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कहाँ से इंटरेस्ट ऐड करोगे, इसलिए हमने इंटरेस्ट ऐड नहीं करा, वरना वो भी ऐड होता। और उन सब की टोटल अब आप देख लो, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जुलाई वाला पेमेंट करने के लिए $9,59,000 देने पड़ते हैं, पर फॉरवर्ड में जुलाई वाला पेमेंट इतने डॉलर में हो जाएगा, तो ये प्रिफरेबल है। अब ऑप्शन में सितंबर वाला जो $7,05,000 का पेमेंट था वो इतने $US में हो जाएगा 681, पर यहाँ पे फॉरवर्ड में 659। दोनों केस में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा पैसा जा रहा है, फॉरवर्ड में कम है, फॉरवर्ड हमने चूज करना चाहिए। ये रहा। आगे एक और क्वेश्चन आएगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, वहाँ और डिटेल में आएगा, अच्छे से आएगा। ठीक है, देखिए सर क्वेश्चन नंबर 30 देखो कैसा है। एक जापानीज कंपनी है, वो इंपोर्ट कर रही है हाई टेक प्रिंटर कार्ट्रिज
फ्रॉम यूएस वर्थ $1 million, $1 million का कार्ट्रिज. द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी विशेस टू नो द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनसर्टनिटी. क्यों सर? $1 million का आपको पेमेंट करना पड़ेगा और आप कहाँ बैठे हो? जापान में हो आई थिंक, है ना, जापानीज कंपनी. ठीक है, तो आपको एक टाइम के बाद में 3 महीने बाद में $1 million मार्केट से खरीद के पेमेंट करना है पार्टी को. तो आप हेजिंग करना चाहते हो. फाइनेंशियल टीम ऑफ द कंपनी हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. एक्सचेंज रेट आपको दिए हुए हैं येन/डॉलर के. तो ये आपके लिए डायरेक्ट कोट हो गया क्योंकि आप भी जापान में हो और येन आपकी प्राइस करेंसी है. ठीक है, बहुत बढ़िया. आपका बिड रेट और आस्क रेट यहाँ पे दिया हुआ है. स्पॉट, आस्क को ऑफर प्राइस भी बोलते हैं, थोड़ा ध्यान देना, अगली बार शायद ऑफर लिखा आएगा तो क्या करोगे. स्पॉट रेट 3 महीने के फॉरवर्ड, 6 महीने के फॉरवर्ड, ध्यान देना. ये डायरेक्ट कोट है. आप यूएस डॉलर खरीदना चाहते हैं, डॉलर ही आपकी बेस करेंसी है. आप यूएस डॉलर खरीदना चाहते हैं, बैंक बेचना चाहती है, तो ये वाले रेट लगेंगे. और अगर 3 महीने बाद है तो ये वाला रेट लगेगा, है ना. सॉरी, 6 महीने का हो गया ना, ये वाला रेट लगेगा. पर आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. टेबल 2, ऑप्शन मार्केट रेट्स फॉर यूरोपियन ऑप्शन विथ 3 month एक्सपायरी. अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन में क्या फर्क है? अमेरिकन ऑप्शन यानी कि वो ऑप्शन खरीदने के बाद आप एक्सपायरी तक कभी भी उसको सेटल कर सकते हो, जरूरी नहीं मैच्योरिटी पे ही करना है. पर यूरोपियन ऑप्शन आपको सिर्फ 3 महीने की एक्सपायरी पे ही सेटल करना पड़ेगा, उसके पहले नहीं कर सकते. अब आपको जो टाइप ऑफ ऑप्शंस है उसमें क्लियरली लिखा है कि कॉल ऑप्शन या और पुट ऑप्शन दोनों की स्ट्राइक प्राइस आपको दी हुई है 145.20. उसके बाद प्रीमियम दिया हुआ है कॉल और पुट का, दोनों का. ठीक है, अगर आप कॉल ले रहे हो स्ट्राइक प्राइस पे तो प्रीमियम अलग है, पुट ले रहे हो तो प्रीमियम अलग है, देखेंगे. और एक कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन आपको दिया है, उसकी स्ट्राइक प्राइस अलग है 146 की. ठीक है. द एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस एट एक्सपायरी इज येन/डॉलर 144.90, 145.05 बिड और आस्क. तो ये है उस दिन के स्पॉट प्राइस एक्सपायरी पे एक्सपेक्टेड कि क्या हो सकते हैं. आगे, सजेस्ट करो द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर सीएफओ ऑफ द जापानीज कंपनी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनसर्टनिटी विथ रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स. सजेस्ट करना है. सबसे पहले तो अगर हम फॉरवर्ड मार्केट में हेज कर ले, सिंपल तरीके से जाते हैं कि हमको जो 1 million यानी कि $10 लाख आज से ठीक 3 महीने बाद खरीदने हैं, तो हम खरीद लेते हैं. क्या रेट से हम खरीदेंगे? बैंक बेचेगी असेट करेंसी 145 पे. ठीक है, सो 1 million को 145 से मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म. 1 million को 145 से मल्टीप्लाई किया, आपका 145 million आ गया. दूसरा ऑप्शन, बाय करते हो आप 3 महीने का कॉल ऑप्शन एट 145.20. सो ये हो गई आपकी स्ट्राइक प्राइस. अगर आपने कॉल खरीदा है, इसका मतलब आप डॉलर खरीदना चाहते हो, बैंक डॉलर बेचना चाहती है. बैंक डॉलर बेचेगी तो उस दिन का आस्क रेट आपके काम का है, सेलिंग रेट कंपेयर करने के लिए, कि अगर आप कॉल ऑप्शन यहाँ डॉलर खरीदने की बात कर रहे हो तो वहाँ स्पॉट में भी डॉलर खरीदने के ही रेट से कंपेयर करोगे. आपका डॉलर खरीदना यानी बैंक का बेचना 145.05, ये उस दिन का स्पॉट हो गया. अब आप बताओ, आप उस दिन ऑप्शन में इस भाव से $1 खरीद सकते हो या स्पॉट में इस भाव से खरीद सकते हो? बताओ कौन से भाव से खरीदोगे? सर आप स्पॉट मार्केट में जाओगे क्योंकि वहां सस्ता है, तो ऑप्शन हो जाएगा लैप्स. आप ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करोगे, ठीक है, नहीं करा, पर पेमेंट तो करना है सामने वाली पार्टी को, है ना, 10 लाख का. क्या भाव से? इस भाव से. तो आप स्पॉट मार्केट में जाके $10 लाख खरीद लोगे इस रेट से, इस ये रेट से खरीद लिया. पर आपने ऑप्शन स्टार्टिंग में खरीदा था, उसका प्रीमियम चुकाना पड़ेगा. उसकी प्रीमियम की कॉस्ट कैसे निकालोगे सर? $10 लाख इंटू दिस स्ट्राइक प्राइस इंटू आपका कॉल ऑप्शन का प्रीमियम, खत्म. सो अब आप आगे कॉल में, आपका कहाँ आ गया कैलकुलेशन, ये रहा. प्रीमियम पेड इज नथिंग बट $10 लाख इंटू आपका स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि यही स्ट्राइक था कॉल का, इंटू वो कॉल का प्रीमियम आ गया आपका. सो आपने स्पॉट मार्केट में जाके खरीदा डॉलर ताकि आप सामने वाली पार्टी को पेमेंट कर सको, और आपका स्टार्टिंग में ऑप्शन खरीदने का प्रीमियम. सो टोटल कॉस्ट आपको इसमें पड़ गई 147.48. आपने ऑप्शन मार्केट में इतना दिया, स्पॉट में इतना दिया, कहानी खत्म. आप
आपने सोचा था कि आप जो प्रीमियम दे रहे हो शायद उससे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, पर एज सच कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, फालतू में प्रीमियम का पेमेंट हो गया, ऑप्शन तो आपने एक्सरसाइज करा भी नहीं। ठीक है, दूसरा वाला, अब आपने क्या करा है पता है, डॉलर खरीदने का नया तरीका निकाला, आपने पुट ऑप्शन को बेच दिया। पुट ऑप्शन मैंने किसी और को बेचा, वो है बायर पुट का, वो पुट का बायर है, यानी कि वो डॉलर बेच सकता है मुझे तो खरीदना ही है, मेरे को यहां भी खरीदना था, मैं यहां भी खरीदूंगा। ध्यान देना सर, मैं कॉल बाय कर रहा हूं, यानी कि डॉलर बाय कर रहा हूं, ठीक है। पर मैं अगर पुट बाय करता हूं, यानी कि मैं डॉलर सेल करने की बात कर रहा हूं। भाई मैं तो इंपोर्टर हूं, मुझे तो मार्केट से डॉलर खरीदना है और पेमेंट करना है, मैं डॉलर क्यों बेचूंगा? पर कोई और तो मुझे डॉलर बेच सकता है ना, तो कोई और पुट अगर बाय कर ले, है ना, ध्यान दो, कोई और अगर पुट बाय कर ले मुझसे, तो वो मुझे डॉलर सेल करेगा और मैं डॉलर को बाय कर लूंगा। कैसे? वही पुट ऑप्शन उस बंदे को सेल करके। तो मैंने पुट सेल करा है उसे, और पुट सेल करने में मेरी प्रीमियम की कमाई होती है। यहां अगर प्रीमियम जाता है तो सेल करने पे प्रीमियम आता है। ठीक है, अब आपने सेल करा 3 महीने का पुट, यानी कि आपने दूसरी पार्टी को राइट दिया कि तेरे को लगा तो तू इस भाव से मुझे डॉलर बेच देना, मैं खरीद लूंगा। अगर मैं डॉलर खरीदूंगा, ध्यान देना, है ना, मैं तेरे से डॉलर खरीदूंगा ऑप्शन में, तो मार्केट में ले जाके बेच दूंगा। अगर मेरा कोई स्पॉट में ट्रांजैक्शन ही नहीं होता तो मैं तेरे से खरीदता, मार्केट में बेच देता, बैंक खरीदती, अब मुझे जो रेट लगेगा ये है। ध्यान दो सर, अगर उसको आप प्योर स्पेकुलेशन के एंगल से देखो तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ सेटल होता है, आपको डॉलर मिलते नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा इंटरप्रेट करोगे कि पुट ऑप्शन आपने अगर, ध्यान देना, बेचा है तो आप डॉलर खरीद रहे हो उसमें, आप अगर डॉलर खरीदोगे, ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ तो वो ले जाके बेच दोगे स्पॉट में। आप बेचोगे डॉलर तो बैंक खरीदेगा, बैंक का खरीदने का रेट 144.90। अब आप कंपेयर करके देखो 144.90 पे वो पार्टी आपको इस भाव से डॉलर बेच सकती है, मार्केट में ये भाव चल रहा है, क्या वो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा? बिल्कुल करेगा सर, क्योंकि उसको हर डॉलर ज्यादा येन में बेचने का एक राइट मिल गया। अगर मार्केट में रेट ज्यादा होते तो वो मार्केट में जाके बेचता, मेरे पास थोड़ी आके बेचेगा। पर अब वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, अपने पुट ऑप्शन को, मुझे बेचेगा तो मुझे इस भाव से खरीदने पड़ेंगे, मुझे अब ये रेट अप्लीकेबल हो गया, 145.20 से मैं खरीदूंगा। हाँ, पर ये पुट में मुझे प्रीमियम की कमाई भी हुई है क्योंकि मैंने पुट बेचा है। सबसे पहले तो अगर एक्सपेक्टेड रेट ये रहे तो पुट ऑप्शन बायर जो है वो एक्सरसाइज करेगा उसका ऑप्शन, और उस केस में मैंने खरीदना है, ठीक है, इसी भाव से, सॉरी वो नहीं, और स्ट्राइक प्राइस के भाव से, ये भाव से वो बंदा मुझे इस भाव से हर एक डॉलर बेचेगा तो मैं खरीदूंगा। इतना मेरा आउटफ्लो हो गया, 1 मिलियन इंटू 145.20। ठीक है, क्लियर समझ में आएगा? पुट ऑप्शन बेचने का मतलब उसको मार्केट में सस्ता रेट मिल रहा है, यहां वो महंगे रेट पे बेच सकता है तो बेचेगा। दूसरा ऑप्शन, आपको प्रीमियम मिला था, प्रीमियम क्या सर? स्ट्राइक प्राइस पे आप प्रीमियम कैलकुलेट कर लो, दिस मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय आपका पुट ऑप्शन का प्रीमियम 1.7414, ये रहा, दिस मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय पुट ऑप्शन का प्रीमियम, ये आपका सर प्रीमियम रिसिप्ट है, तो ये आप माइनस कर दोगे क्योंकि ये कैश आउटफ्लो है, ये कैश इनफ्लो है। तो नेट कॉस्ट आपको पड़ गई 142.67। देखो, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज ना करते हुए भी आपको टोटल कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, सॉरी 147.48 पड़ रही है, यहाँ 142.67 पड़ रही है, कम है ना यहाँ पे। क्योंकि ऑल्दो आपको यहाँ से दिख रहा है, ध्यान देना, यहाँ से दिख रहा है कि आपने तो ज़्यादा भाव से खरीद लिया, कॉल ऑप्शन खरीदने पे आपका डॉलर खरीदने का रेट ये था, पर पुट ऑप्शन बेचने पे डॉलर खरीदने का रेट ये पड़ा, तो आप बोलोगे यार क्या मतलब निकला पुट ऑप्शन बेच के? भाई आपको प्राइस ज़्यादा पड़ा लेकिन प्रीमियम की रिसिप्ट भी तो उससे ज़्यादा थी कि आपका ऑफसेट हो गया, नेट कॉस्ट आपकी कम पड़ रही है। ठीक है, अब हम लेते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन कि अगर आप कॉल भी खरीद लो, पुट भी बेच दो, पर नई स्ट्राइक प्राइस पे 146,
बाय कॉल सेल पुट 146 पे है, तो पहले 146 इंटू 1 मिलियन इंटू कॉल खरीदने पे प्रीमियम देना पड़ेगा, सेल पुट सेल करने पे प्रीमियम मिलेगा। ये दोनों का प्रीमियम निकाल के नेट कैश फ्लो निकाल लो। ठीक है, आगे देखो 146 पे 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय दिस 1.3505, ये कॉल ऑप्शन पे प्रीमियम आपने दिया है, ये आपका कैश आउटफ्लो हो गया। पर उतने ही पुट ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस पे आपने प्रीमियम की रिसिप्ट होगी, क्योंकि आपने ये ऑप्शन बेचा है, तो इतने का आपको फायदा होगा कैश इनफ्लो। नेट में देखोगे तो आपका कैश आउटफ्लो इतना है कॉल ऑप्शन की प्रीमियम का पे करने का, पर पुट ऑप्शन का प्रीमियम जो आपको मिला वो ज़्यादा है, तो नेट में आपका क्या बचा, कैश इनफ्लो बचा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया नेट प्रीमियम कॉल पुट का। अब आप मैच्योरिटी पे देखो आपने कॉल भी खरीदा है और पुट भी बेचा है। सबसे पहले मैं कॉल के एंगल से बोलता हूँ, ये है स्ट्राइक प्राइस 146 में आप $1 खरीद सकते हैं जब मार्केट में रेट ये दोनों चल रहे हैं। क्या आप खरीदोगे? नहीं, आप मार्केट में जाके खरीदोगे 145 के रेट से। तो ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ क्या? नहीं हुआ। इस कॉल में आपका ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हुआ। क्यों? आप ज़्यादा में खरीदोगे, मार्केट में तो सस्ता मिल रहा है। ठीक है, दूसरा, आपने सामने वाले बंदे को राइट दिया कि तू मुझे इतने में हर $1 बेच देना। मार्केट में रेट कम है सर, वो आपको ज़्यादा में बेच सकता है, तो वो पुट ऑप्शन तो एक्सरसाइज करेगा। दिख रहा है आपको क्लियरली कि उसके पास राइट है अब बेचने का ज़्यादा में, तो वो बेचेगा। पुट ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, आपको $1 खरीदने पड़ेंगे, वो बेचेगा 146 में। तो आपके तो $1 चाहिए ही थे, आ गए, तो अब आपको 146 में $1 पड़ेगा। ये देखो नेट आपका पुट ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, 146 में आपको हर एक $1 पड़ेगा। ये तो हो गई आपकी कैश आउटफ्लो, पर आपकी नेट इनफ्लो थी प्रीमियम की, यहाँ पे 1.09 की कॉल खरीदना पुट बेचने का, वो अमाउंट आप माइनस कर दो, नेट कॉस्ट पड़ रही है 144 की। अब बताओ कौन सा ऑप्शन प्रिफरेबल है? सर हाईलाइट करते हैं, कॉल पुट दोनों करते हो तो आपको 144 का आउटफ्लो पड़ता है, यहाँ पड़ता है 142 का, यहाँ पड़ता है 147 का, और यहाँ पड़ता है 145 का। तो मेरे हिसाब से तो आपका जो तीसरा ऑप्शन था ना पुट सेल करने का, उसमें सबसे कम आउटफ्लो है। 145, 147, 143 ही मान लो एक तरह से, 142 और लास्ट वाले में 144। आप बताओ, सब जगह आउटफ्लो, मैं डेसिमल्स नहीं ले रहा हूँ ऐसे ही समझाने के लिए। तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रिफरेबल है, क्योंकि यहाँ पे कम आउटफ्लो है। इस तरीके से सर कॉल कर। आपको पुट ऑप्शन में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप मुझे बताइए। आपने पुट बेचा, यानी किसी और ने खरीदा, उसको पास राइट है कि वो ज़्यादा में बेच सकता है। अगर आपकी स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा है स्पॉट से, तो पुट एक्सरसाइज होगा, ये क्लियर है। आपकी ज़्यादा थी इसलिए पुट एक्सरसाइज हुआ, आप पे लाइबिलिटी आई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। थोड़ा ध्यान देना। देखो सर, XYZ लिमिटेड एक यूएस फर्म है और उसको चाहिए 3 लाख पाउंड आज से ठीक 180 दिन बाद। यूएस फर्म है तो आपकी करेंसी कौन सी हो गई सर? होम करेंसी यूएस डॉलर। फॉरेन करेंसी कौन सी हो गई यहाँ पे? GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। 180 दिन बाद आपको चाहिए, इसका मतलब आप पाउंड खरीदना चाहते हो। बैंक पाउंड बेचेगी अगर पाउंड असेट करेंसी है तो। आगे इन दिस कनेक्शन आपको नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन है, स्पॉट रेट है, 180 दिन का फॉरवर्ड रेट है, आप देख सकते हो। पाउंड आपका बेस करेंसी है यहाँ पे, तो आपके लिए ये कोड डायरेक्ट हो गया, काफ़ी कहानी आसान हो गई। अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में वो 3 लाख पाउंड फिक्स करते हो तो सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 लाख जो है वो पाउंड में है, 1.96 जो है वो डॉलर में है, मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया आपका। ठीक है, आगे 180 दिन के फॉरवर्ड रेट। आगे इंटरेस्ट रेट आपको दिया हुआ है कि अगर आप यूके में डिपॉजिट करते हो तो क्या रेट पड़ता है 180 दिन के लिए, और बोरो करते हैं 180 दिन के लिए तो क्या रेट पड़ता है, और यूएस का आपको रेट दिया हुआ है। कहाँ से बोरो कर रहे हो, कहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हो, इस पर डिपेंड करता है। आगे एक नया कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मनी मार्केट हेजिंग। अ कॉल ऑप्शन ऑन पाउंड दैट एक्सपायर्स इन 180 days हैज़ एन एक्सरसाइज प्राइस। कॉल क्यों सर, पुट क्यों नहीं? बहुत सिंपल है सर, पाउंड पे है और पाउंड हमें खरीदना है,
तो हमें एक ऐसा राइट चाहिए जिसमें हम ये वाला असेट खरीद सके, दैट इज कॉल्ड एज कॉल ऑप्शन। ठीक है, सो उसकी एक्सरसाइज प्राइस आपको 1.97 दे दिया। क्या अच्छा ठीक 3 महीने बाद, 3 ही है ना, 180 डेज बाद ये रेट पे आप पाउंड खरीद सकते हैं। आप मार्केट में देख लेना क्या रेट है, इससे कंपेयर कर लेना, डिसाइड कर लेना कि आपको खरीदना है कि नहीं करना, क्योंकि आपके पास राइट है। प्रीमियम आज ही पे करना पड़ेगा हर पाउंड पे $0.04 का। ठीक है, हर पाउंड पे आप $0.04 का, तो 3 लाख पाउंड पे कितना हो जाएगा सर, $12,000 का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप $12,000 आज पेमेंट करोगे प्रीमियम का, तो आपको बोरो करना पड़ेगा सर, ये रेट लगेगा, उस पर इंटरेस्ट के साथ आपको चुकाना पड़ेगा 180 दिन बाद। ठीक है, आगे 180 दिन बाद के फ्यूचर के रेट दिए हुए, फ्यूचर मतलब 180 दिन बाद के आपको एक्सपेक्टेड रेट दिए, प्रोबेबिलिटी भी दी है। आपको याद है डेरिवेटिव्स में आपने एक क्वेश्चन करा था, जहाँ पे आप स्पॉट प्राइसेस जो है उसको कंपेयर करते हो स्ट्राइक प्राइस से, और फिर हर केस में निकालते हो कि आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे तो पे ऑफ कितना होगा। ठीक है, कंपनी हैज़ फॉलोइंग 4 चॉइसेस, या तो आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लो, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल दिया, इतना आपको आउटफ्लो आएगा अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, ये रहा। तो ये आपका फाइनल हो गया कि आज से ठीक 180 दिन बाद $5,88,000 देना और आप 3 लाख पाउंड ले जाना, कहानी खत्म। पर मनी मार्केट हेजिंग, इसको थोड़ा सा बाद में लेते हैं, पहले मैं ऑप्शंस और नो हेजिंग समझा देता हूँ, क्योंकि हमारा एक पार्ट खत्म हो जाएगा। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, उस दिन आप अपनी स्ट्राइक प्राइस को इससे कंपेयर करो कि अगर $1.91 मार्केट में रेट रहा तो क्या आप 1.97 की स्ट्राइक प्राइस पे खरीदोगे सर। ये लो 1.97, 1.97, 1.97 एक्सरसाइज होगा क्या, इस केस में तो एक्सरसाइज नहीं होगा। 1.97 पे क्यों खरीदूंगा जब मार्केट में सस्ता मिल रहा है। तो पे ऑफ क्या है सर, यहाँ पे 0, कोई पे ऑफ नहीं, प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं। पर दूसरे केस में देख लो 9.5 चल रहा है तो 9.7 में खरीदूंगा, नॉट एक्सरसाइज्ड, 0। पर तीसरे केस में मैं खरीदूंगा, है ना, तीसरे केस में मार्केट में रेट ज़्यादा है तो मैं ऑप्शंस में खरीदूंगा, यानी कि मुझे डिफरेंस जो है दोनों का वो एज अ प्रॉफिट मिलेगा। 2.05 माइनस 1.97 आपका पॉइंट, ये एक्सरसाइज हुआ $0.08 पर पाउंड का फ़ायदा है ऑप्शन में। अब आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है। जब आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी, तो आपको एक्सपेक्टेड पे ऑफ आएगा 0.08 इंटू 0.15, दैट्स 0.012। यह है सर आपका डॉलर पर पाउंड का गेन इन केस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। आपने 3 लाख, कितना, 3 लाख पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट करा था, तो आपको $3,600 का फ़ायदा होगा ऑप्शन से उस दिन। ठीक है, अब आप ऐसे निकाल सकते हो, डायरेक्ट रेट के साथ निकाल सकते हो। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट तो इसके साथ आपका सेटल हो जाएगा गेन मिल के आपको। पर ध्यान देना, आपको $3,600 तो यहाँ से मिल गए, है ना, गेन से, पर आपको चुकाने हैं सर 3 लाख पाउंड। 3 लाख पाउंड आपको यहाँ पे चुकाने हैं। आप मार्केट में जाके अब खरीदोगे और मार्केट के रेट पे खरीदोगे। मार्केट का रेट क्या है सर, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो एक्सपेक्टेड रेट निकालोगे, वो है इन सब की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद आने वाली वैल्यू। सो मैं थोड़ा डिफरेंटली सॉल्व कर रहा हूँ, जो एक्चुअल में रियल लाइफ में होगा उस तरीके से। 1.95 इंटू 0.25, नहीं सॉरी 1.95 इंटू 0.6, 1.17, यह है एक्सपेक्टेड प्राइस एट एक्सपायरी या मैच्योरिटी। $1.955 ये पड़ेगा आपको इतने डॉलर पर पाउंड। तो ये रेट पे मार्केट से खरीद लेना। ऑप्शन में तो ये सेटलमेंट हो ही गया है ये रेट पे, यानी दिस मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख, यानी कि आपको जो डॉलर और देने पड़ेंगे 586,500। ध्यान देना, अब मैं बता रहा हूँ क्या। उस दिन ऑप्शन आपका सेटल हो जाएगा इतने गेन से, और स्पॉट मार्केट में आप 3 लाख पाउंड खरीद लोगे इतना अमाउंट देके। ये आपका फ़ायदा है, ये आपका आउटफ्लो है, नेट ऑफ कर लोगे। सो इतना बचा अभी तो 582,900। अब और एक चीज़ ध्यान दो, आपने स्टार्टिंग में प्रीमियम दिया था, उसका रीपेमेंट करने की बारी आ चुकी है सर। सो रीपेमेंट आप करोगे क्या रेट से, मैं ऑप्शंस में आ जाता हूँ।
इन्होंने नेट में निकाला है इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम। अच्छा, प्रीमियम भी ऐड कर लिया ना, कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में ना इन्होंने क्या करा है, पर एनम है कि नहीं वो नहीं लिखा है। अब आप अज्यूम करते हो पर एनम है तो उसको हाफ में कन्वर्ट कर लो, नहीं करते हो तो फिर पूरा ले लो। इंस्टीट्यूट ने क्या करा, इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे पूरा कैलकुलेट कर लिया कि वो 180 डेज़ का ही रेट है, पर एनम नहीं लिखा है। तो सो देखो, आपने $12,000 का लोन लिया था, उसको 1.055 के साथ चुका दो। ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 12,000 इंटू 1.055, सो दैट्स 12,660। इसका टोटल कर लो आप, 595,560, ये रहा 595,560। आप बोलोगे सर आपका प्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूट का अलग है। हाँ है, थोड़ा सा है, मैं इंस्टीट्यूट का भी समझा देता हूँ आपको, पर पहले वापस से मेरा समझ लो। जो रियल लाइफ में यही होना है, 3 ट्रांजैक्शन होंगे, ऑप्शन सेटल होगा तो $3,600 मिलेंगे, उसके बाद मार्केट में जाना और 3 लाख पाउंड खरीद लेना मार्केट के रेट से। वो था सर प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके आने वाला रेट। तो आपने खरीदा, उसमें आपको इतना मिल गया 586,500, मतलब देना पड़ गया इतना गेन ऑप्शन में, इतना यहाँ पे आउटफ्लो, और आपने जो स्टार्टिंग में प्रीमियम बोरो करके भरा था उसका रीपेमेंट करना है आपको इंटरेस्ट के साथ। तो टोटल आउटफ्लो आपका इतना आ रहा है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने क्या करा, एक ही टेबल में प्रीमियम भी ऐड कर दिया, ठीक है, उसका प्रॉफिट भी ऐड कर दिया और एक्सपेक्टेड रेट भी। ये देखो, इंस्टीट्यूट ने बोला देखो 1.9491 अगर यहाँ रेट है और हमारा 1.97 है, या फिर ऐसा, हाँ, इंस्टीट्यूट ने ये एक्सपेक्टेड रेट ले लिया और उन्होंने ले लिया कि प्रीमियम हर केस में कितना है। हर बार प्रीमियम लिखना पड़ गया यहाँ पे आपको, अननेसेसरी। अब इंस्टीट्यूट ने बोला कि एक्सरसाइज होगा क्या, पहले 2 केसेस में नहीं हो रहा था, तीसरे केस में हो रहा था। जहाँ पे पहले 2 केसेस में नहीं हो रहा, यानी कि स्पॉट रेट 1.91 पे ही आप खरीद रहे हो, 95 पे ही आप खरीद रहे हो। 91 में 4 ऐड कर दिया, 95 आ गया। ठीक है, प्रीमियम ऐड करके रेट आ गया, 95 पे 4 ऐड कर दिया, प्रीमियम आ गया, ये आपका रेट आ गया। तो अब जो रेट आया है इसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। आई बात समझ में। और दूसरा वाला जो एक्सरसाइज होगा, यानी कि इस रेट पे तो नहीं खरीदेंगे, अगर एक्सरसाइज हुआ तो एक्सरसाइज वाला रेट क्या था आपका 1.97, तो 1.97 में 4 ऐड करोगे तो 2.01 आएगा। ठीक है, अब ये वो रेट है जिस पे हम एक्चुअल में उस दिन प्रीमियम भरेंगे, इसके अंदर 0.04 जो है, और मार्केट से 3 लाख पाउंड खरीदेंगे। आपने ये टोटल करा, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा और टोटल करा, तो आपका आंसर आ गया। अब इस केस के अंदर में वो गेन भी इंक्लूडेड है, इस केस में आपके 3 लाख पाउंड मार्केट से खरीदने का रेट भी इंक्लूडेड है, और बचा हुआ इंटरेस्ट जो है वो यहाँ आ गया। अच्छा, इसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, तीनों, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं था तो वो अलग से ले लिया, टोटल सेम आया। पर ये दिखाने का जो तरीका है और एक्चुअल मार्केट में ट्रांजैक्शन होने का तरीका वो अलग है सर। इसीलिए ये चीज़ अगर आप रट लोगे तो आपको रियल लाइफ में क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, किस से, ये नहीं समझ में आएगा। इसीलिए ये तरीका सबसे बेस्ट। ऑप्शन को अपनी जगह पे सेटल करो, स्पॉट मार्केट में खरीदो वो पाउंड और पार्टी को दे दो, लोन जो लिया था 12,000 का वो रीपे कर दो, इन सब की टोटल करो, यू विल गेट द सेम कैश फ्लोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मनी मार्केट हेज देखते हैं। आप मनी मार्केट हेज क्या है सर? मनी मार्केट हेज आपका एक और हेजिंग का तरीका है जिसमें आप क्या करते हो पता है? आपको पता है आज अगर आपने कुछ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करा है, थोड़ा ध्यान देना, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करा है तो आज से ठीक 6 महीने बाद आपको या तो फॉरेन करेंसी आएगी और आप मार्केट में कन्वर्ट करवाओगे, या तो आपको देना पड़ेगा तो आप मार्केट में कन्वर्ट करवाओगे। यानी कि आपको फॉरेन करेंसी में यहाँ पे एक्सचेंज रेट के साथ डील करना ही पड़ेगा और आपकी होम करेंसी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट अगर आपके फेवर में नहीं रहे उस दिन तो आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब आप क्या करते हो मनी मार्केट में, ध्यान देना, मनी मार्केट में आप इस तरह से सिचुएशन क्रिएट करते हो कि आपके हाथ से एक्सपायरी या मैच्योरिटी पे फॉरेन करेंसी ना आए ना जाए। जब आपके हाथ में ना फॉरेन करेंसी आएगी तो कन्वर्ट नहीं कराना पड़ेगा, ना जाना है तो आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। तो जब फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन ही आपके हाथ से नहीं होगा एक्सपायरी पे, तो आपको एक्सचेंज रेट मार्केट में कुछ भी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सर ये सिचुएशन कैसे क्रिएट करेंगे? बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे बताता हूँ।
देखो ये टाइम लाइन है अपना। क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, ये टाइम लाइन है। अब आपको आज से ठीक 180 दिन बाद क्या होना है, ध्यान देना। आपकी ना लाइबिलिटी है, फॉरेन करेंसी पेबल है आपके। कितने हैं फॉरेन करेंसी पेबल सर? 3 लाख पाउंड के। सबसे पहली चीज एक काम करो, आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि आपके जेब से ये पेमेंट ना जाए उस दिन, यानी कि कोई और इस पार्टी को पेमेंट कर दे उसी की कंट्री में, यूके के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल यानी कि असेट क्रिएट करता हूँ। व्हाट आई हैव टू डू कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो कि यूके में आज से ठीक 180 दिन बाद मुझे 3 लाख पाउंड लेना बने। जब मुझे लेना बनेगा तो मैं क्या करूँगा, इस पार्टी को बोलूँगा कि इस पार्टी को पेमेंट कर दे, तो इसको पैसा दे दिया, इससे ले लिया, कहानी खत्म। मेरे पास नहीं आएगा वो पैसा, उन दोनों के दोनों में सेटल हो जाएगा। भाई देखो बहुत सिंपल है, इसको तो देना था वो इसको दे देगा, और इसको मिलना था वो मिल जाएगा, ठीक है। इसको देना है ये देगा, इसको मिलना है इसको मिलेगा, पर मैं नहीं करूंगा इनके साथ ट्रांजैक्शन, वो एक दूसरे के साथ कर लेंगे। तो अब मैं अगले स्टेप पे आता हूं कि ये वाली सिचुएशन क्रिएट कैसे करूं। कब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि 180 दिन बाद मुझे 3 लाख पाउंड लेने बनेंगे? ध्यान देना सर, जब मैं आज फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 3 लाख पाउंड, सही बोल रहे? वो 3 लाख पाउंड की प्रेजेंट वैल्यू आज अगर मैं उसी मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूं, यूके जाके उसकी प्रेजेंट वैल्यू में इन्वेस्ट कर देता हूं बैंक में, तो आज से ठीक 180 दिन बाद मुझे कितना लेना बनेगा? 3 लाख। वो मैं बोलूँगा कि भैया दूसरी पार्टी को दे दे, कहानी ख़त्म। मुझे उससे लेना था, मैंने वहीं पे सेटल करवा दिया, मेरे कंट्री से उस कंट्री में कोई कैश फ्लो हुई नहीं। अब आपको फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करना है 3 लाख की प्रेजेंट वैल्यू। इन्वेस्ट करना है तो डिपॉजिट का रेट लगेगा पहला, और आप इन्वेस्ट कर रहे हो यूके में तो यूके में इन्वेस्ट करने का रेट देख लो। आपके क्वेश्चन में यूके में डिपॉजिट करने का रेट है 4.5% और ये 180 दिन का ही है। व्हाट यू विल डू नाउ इज, आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, दिस डिवाइडेड बाय 1.045, यानी कितना इन्वेस्ट करना है ये आपको निकल जाएगा। सो आज आपको जो इन्वेस्ट करना बनता है वो है ये, ठीक है, 287,081। आज अगर मैं इतने पाउंड यूके में इन्वेस्ट कर देता हूं तो वो एग्जैक्ट 180 दिन बाद 3 लाख हो जाएंगे। उस बैंक से लेना बनेगा, उस पार्टी को देना बनेगा, ये सेटल कर देंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैं अब कैश फ्लो थोड़ा ऐसा लिखता हूँ जो मेरे साथ मैंने करना बनता है। इस पार्टी को देना बनता है, इससे लेना बनता है, ठीक है सर। आगे, अब आज अगर आपको वो इन्वेस्ट करना है पाउंड, आप तो अमेरिका में बैठे हो, तो ये पाउंड आपको खरीदने पड़ेंगे। आप ये पाउंड आज स्पॉट रेट पे बाय करो, ठीक है, बाय करोगे एट स्पॉट रेट, इतने ही पाउंड। क्या रेट चल रहा है आज का? $2 पर पाउंड का रेट चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया $2 पर पाउंड का रेट, ये रहा। तो इतने पाउंड खरीदने के लिए आज मुझे कितने डॉलर देने पड़ेंगे? सेल US डॉलर, क्योंकि मैं पाउंड खरीद रहा हूं तो मैं बोलूंगा मैं डॉलर बेच रहा हूं। वो हो गया 574162। इतने डॉलर अगर आज मैं एक्सचेंज को बेचूंगा, फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन करेंसी में जो एक्सचेंज में डील करते हैं, ठीक है, तो मुझे ये रेट पे इतने पाउंड मिल जाएंगे। मैं यूके में इन्वेस्ट कर दूंगा, वो 3 लाख हो जाएंगे, मैं दूसरी पार्टी के साथ सेटल कर दूंगा। अब ये डॉलर बेचने के लिए आएगा कहाँ से सर? सिंपल है, बोरो करो US डॉलर।
574162 आपने बोरो करे, फिर यहाँ बेचा, इससे पाउंड लिए, वो इन्वेस्ट करे। देख रहे हो, हर करेंसी आपकी सेटल हो गई, ज़ीरो है अभी तक। अब आप जो बोरो कर रहे हो उसको 6 महीने बाद आपने चुकाना है अपने ही देश में। बात बराबर है, डॉलर ही बोरो करा, आप अपने ही देश में चुकाओगे। आज से ठीक 6 महीने बाद अब मैं बता रहा हूं होगा क्या। आप इसको यूएस डॉलर आपने बोरो करा, देखो बोरोविंग रेट डॉलर का 5.5 है, आपने 1.055 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वो उतने ही 180 दिन का ही रेट है। सो आज से ठीक 180 दिन बाद आपकी कंट्री में आपने पेमेंट करना है USD 605741। आज से ठीक 6 महीने बाद 180 दिन बाद आप अपनी ही कंट्री में इस बोरोविंग का रीपे कर दोगे, तो आपको डॉलर, आपकी होम करेंसी है, डॉलर में ही हुआ, पर दूसरी कंट्री में आपका इससे लेना बनेगा, इसको देना बनेगा, एक दूसरे के साथ सेटल कर दोगे। आपकी कंट्री से उस कंट्री में देखो कोई भी कैश फ्लो नहीं हो रही और सबका काम हो जा रहा है। सो दिस इज व्हाट द मनी मार्केट हेजिंग इज। उल्टा चलते जाते हो, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, ध्यान देना। अगर आपकी सिचुएशन क्या है, पहले तो ये देखो, अगर आपकी सिचुएशन फॉरेन करेंसी पेबल की है तो आप क्रिएट करोगे फॉरेन करेंसी रिसीवेबल, ठीक है। अब वो रिसीवेबल क्रिएट करना है, यानी कि 6 महीने बाद मिलना चाहिए, उसके लिए आज आपको फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी जो है उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिसीवेबल। जो भी प्रेजेंट वैल्यू थी आपकी रिसीवेबल की, उस पे आप स्पॉट में इन्वेस्ट कर दो। अब वो इन्वेस्ट करने के लिए आपको आज फॉरेन करेंसी बाय करनी पड़ेगी स्पॉट रेट पे, और वो बाय करने के लिए आपको होम करेंसी सेल करनी पड़ेगी एट स्पॉट, है ना। या फिर मैं 2 बार नहीं लिखता इसको। आप होम करेंसी सेल तो तब करोगे ना जब आप उसे बोरो करोगे, बोरो होम करेंसी, और उसके बाद क्या होगा, ये हो गया टाइम 0 पे, एट एक्सपायरी आप उसको रीपे कर दोगे, मैच्योरिटी बोलो, तो आप अपनी कंट्री में रीपे कर दोगे, कहानी खत्म। ये हो गया आपके ट्रांजैक्शन। सेम चीज सर उल्टा हो जाएगा, अगर आपके फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है, ध्यान देना, तो आप क्रिएट करोगे फॉरेन करेंसी पेबल। आपको 180 दिन बाद वहां देना कब बनेगा, जब आप आज वहां से बोरो करके लेके आओगे। सो आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी में आपको बोरो करना पड़ेगा एट, कितना बोरो करोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो भी पेबल क्रिएट करना है आपको, उसकी प्रेजेंट वैल्यू बोरो करो, तो इंटरेस्ट के साथ मिला के एग्जैक्ट वो अमाउंट आपको देनी पड़ेगी। सो ध्यान देना, आपको उस दिन यहाँ से इतना मिलेगा, वो इसके साथ सेटल कर देना, कहानी खत्म। उसके कंट्री में ही सब काम हो जाएगा। ये दोनों यूके का ही है सर, हमारे कंट्री का नहीं है, ठीक है। अब आप जो बोरो करके लेके आ रहे हो फॉरेन करेंसी को, उसको मार्केट में बेच दो एट स्पॉट। जब आप फॉरेन करेंसी बेच दोगे तो आप होम करेंसी बाय करोगे, और उस होम करेंसी को सर इन्वेस्ट कर देना। इन्वेस्टमेंट का आपको प्रोसीड मिल जाएगा 180 दिन बाद। तो आपको जो पैसा मिलना था वो अपने ही देश में मिल जाएगा। इस केस में देना था पैसा, वो अपने ही देश में देना पड़ेगा। उस केस में मिलना था आपको अपने ही देश में मिल जाएगा। दिस इज द समरी। नाउ आओ देखो यहाँ पे क्या करा हुआ है इन्होंने, देख लेते हैं हम। आया वो 605741, हमारा कितना आया था, ये रहा 605741। कैसे आया सर, हमने पहले बोरो करे इतने डॉलर, ये कहाँ से आया, ये कितने डॉलर में हमें स्पॉट में इतना मिल रहा है। सो उल्टा चलना है सर। यहाँ पे कहाँ से चालू करोगे, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। 3 लाख पाउंड आपको देने थे 180 दिन बाद में, तो आपने लेने पड़े, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी। और 3 लाख ही लेना है तो 3 लाख इन्वेस्ट करके तो नहीं होगा, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्ट करोगे। तो आप पाउंड इन्वेस्ट कर रहे हो तो पाउंड का इन्वेस्ट करने का रेट से डिस्काउंटिंग कर लो। डिस्काउंटिंग करी, आपको पता चल गया कितने पाउंड देने पड़ेंगे, उतने पाउंड आज आप मार्केट से खरीद लो डॉलर बेच के।
डॉलर बेचना है तो उतने डॉलर बोरो कर लो, बस कहानी ख़त्म। आपने बोरो करा, वो आपको सेटल करना है अपने ही देश में, ये उनके देश में सेटल हो जाएगा। ये है सर मनी मार्केट हेजिंग। एक दो और क्वेश्चन आएंगे तो हम देखेंगे। आई थिंक हमारे फॉर्मूला बुक में इससे रिलेटेड कुछ होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं इंक्लूड कर दूंगा। इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो नहीं है पर चार्ट बुक में ज़रूर है, मैं चार्ट में आपको समझा देता हूँ एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर बहुत टाइम हो गया, मज़ा आया। ये देखो, हम जब रिसीवेबल पेबल की बात कर रहे हैं, यहाँ मैं लाइबिलिटी और असेट की बात कर रहा हूँ। जैसे हमारा जो अभी क्वेश्चन था, ये देखो, मनी मार्केट हेजिंग, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अरेंज द ट्रांजेक्शन इन सच अ मैनर दैट ऑन ड्यू डेट देयर शुड नॉट बी एनी फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। एक देश से दूसरे देश में जब कुछ जाएगा ही नहीं, कुछ आएगा ही नहीं, तो एक्सचेंज रेट कुछ भी हो उस दिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान देना, अगर आपकी फॉरेन करेंसी की लाइबिलिटी है तो आप असेट क्रिएट करोगे, उसको क्रिएट करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू उसकी निकालोगे, है ना, डिपॉजिट रेट पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो, और वो आप बोरो करोगे। आप प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्ट करने के लिए उसे बाय करना पड़ेगा, उसके लिए होम करेंसी बेचोगे, ठीक है। होम करेंसी बेचने के लिए आपको पहले बोरो करना पड़ेगा होम करेंसी, फिर आप उसे कन्वर्ट करोगे होम करेंसी को, फिर इन्वेस्ट करोगे डिपॉजिट में, आपकी वो लाइबिलिटी जो है असेट से मैच कर जाएगी और आप सेटल कर देना, कहानी ख़त्म। ठीक है सर, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। फॉर्मूला बुक नहीं, ठीक है। ये 605741 कौन सा ऑप्शन प्रिफरेबल है सर? जो भी ऑप्शन में सबसे कम आउटफ्लो है। आखिरी का ऑप्शन था नो हेजिंग का। नो हेजिंग मतलब सिंपल जो एक्सपेक्टेड प्राइस है उस दिन की, उसी पे कन्वर्ट कर दो। 3 लाख पाउंड इंटू 1.955, ये रहा। ये देखो, इन्होंने तो पूरा टेबल बनाया, इतना बनाने की जरूरत नहीं थी। एक्सपेक्टेड प्राइस निकालो और एक ही बार मल्टीप्लाई करो। देखो, नंबर जितना ज़्यादा लिखना पड़ता है उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा सर एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 स्वैप पे। स्वैपिंग कैसे होती है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखेंगे सर। देखो सर, दो कंपनी है, ए इनकॉर्पोरेशन और बी इनकॉर्पोरेशन, जो बोरो करना चाहते हैं $2 लाख और $2 लाख इन येन। इसका मतलब दोनों को सबसे पहले तो चाहिए लोन, पर ए को लोन चाहिए डॉलर में, इनको लोन चाहिए येन में। दोनों की इक्विवेलेंट वैल्यू है $2 लाख। सो ये तो $2 लाख डॉलर में ही बोरो करना चाहता है, पर वो $2 लाख येन जितनी वैल्यू बोरो करना चाहता है। ठीक है, आपको इंटरेस्ट रेट दिए हुए हैं कि अगर एक ए इनकॉर्पोरेशन येन का लोन लेता है और डॉलर का लोन लेता है तो क्या, और बी इनकॉर्पोरेशन येन और डॉलर का लोन लेता है तो क्या। हमने इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर में आखिरी में स्वैप में देखा था कि क्वालिटी स्प्रेड नाम की एक चीज़ होती है, दैट यू कैन कैलकुलेट कि येन लोन का डिफरेंस कितना है सर 3%, और इसका डिफरेंस कितना है सर 1%, और इन दोनों का डिफरेंस है सर 2%, यानी कि 2% जितना दोनों पार्टीज को फायदा हो सकता है स्वैप अरेंजमेंट करके। अब स्वैप अरेंजमेंट का मतलब क्या है, ध्यान दो। ए इनकॉर्पोरेशन को डॉलर को लोन चाहिए, बी इनकॉर्पोरेशन को येन का लोन चाहिए। अगर ये अपना जो लोन चाहिए वो डायरेक्ट मार्केट से उठाते हैं तो मार्केट में क्या कॉस्ट पड़ रही है ए और बी को। ए का डॉलर का लोन 9% का पड़ रहा है, बी का जो येन का लोन है वो पड़ रहा है 8% का। अगर स्वैप अरेंजमेंट करके इनको डॉलर का और येन का ही लोन दिलवा दे स्वैप के थ्रू, है ना, तो वो आपका 8 और 7% ऐसा आना चाहिए। 1% कम आया, क्योंकि इसका फायदा कितना हुआ, इसमें 1%, इसका फायदा हुआ 1%, टोटल मिला के फायदा हो गया 2%। इतना ही फायदा हो सकता है और वो इक्वली फायदा बांटना है तो 1% यहां लिख लिया। ये जो आया वो बैलेंस आया सर। तो मेरा कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करवा दो कि ऐसा मेरा प्रॉफिट भी आ जाए कि मुझे डॉलर का लोन चाहिए था तो मैंने मार्केट से डॉलर नहीं उठाया, मैंने मार्केट से दूसरा ही उठा लिया और उसको स्वैप कर दिया। मैंने ए ने येन का लोन उठा के बी को दे दिया, बी ने डॉलर का लोन उठा के ए को दे दिया, एक दूसरे का, तभी तो स्वैपिंग होगी। सो हुआ क्या, क्वेश्चन नंबर 32, ये बैंक है दोनों, ठीक है।
और ये हमारी पार्टी है ए और ये बी। मैं फटाफट ले रहा हूँ। इसको देखो डॉलर का लोन चाहिए था, इसको येन का चाहिए था। अगर ये डायरेक्ट बैंक से ले लेते तो कहानी खत्म हो जाती, स्वैप करने की ज़रूरत नहीं थी। बैंक से इन्होंने जो लिया वो एग्जैक्ट अपोजिट वाला लिया। तो ए इनकॉर्पोरेशन ने लिया येन का लोन और बी इनकॉर्पोरेशन ने लिया डॉलर का लोन। तो अपना अपना इंटरेस्ट चुकाएंगे। बताओ, ए का येन का लोन इंटरेस्ट कितना है? 5%, और बी का डॉलर वाला है 10%। यानी कि बैंक को जो ये लोग चुका रहे हैं वो है 5% और 10%। ठीक है, अब इन दोनों ने क्या करा? स्वैपिंग करी। सिंपल सी बात है, ए वाले ने येन का लोन उठा के इसको दे दिया, बी वाले ने डॉलर का लोन उठा के इसको दे दिया, तो दोनों का पर्पस तो सॉल्व हो गया। अब इन दोनों के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन होगा सर। ए बी को कुछ देगा और बी से कुछ लेगा। क्या? वो आगे दिया हुआ है। आपको एक्सचेंज रेट दिया हुआ है 120 येन पर डॉलर। दे एंटर्ड इन अ करेंसी स्वैप इन विच इट इज एग्रीड दैट बी पे करेगा ए को 1% ज़्यादा ओवर द येन लोन इंटरेस्ट, जो लैटर यानी कि ए को देना पड़ रहा है बैंक को। एग्जाम्पल में यहाँ पे समझा देता हूँ उसका सेंटेंस का मतलब। बी बोला, भाई तूने मेरे खातिर येन का लोन लिया बैंक से और वहां 5% तू लोन का इंटरेस्ट चुका रहा है, मैं तुझे उस पे 1% और ज्यादा दूंगा, तो 6% आ जाएगा नीचे में। ए ने 6% ले लिया, बी ने दे दिया। ठीक है, ये हो गया वो सेंटेंस का मतलब। पर बदले में ए क्या दे रहा है? वो बोलता है कि ठीक है भाई, तूने तो मेरे को 6 दे दिया, वेयर एज ए इनकॉर्पोरेशन विल रियम्बर्स इंटरेस्ट टू बी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 9%। ए ने बोला, भाई तू ये सब चीज़ें छोड़, तूने तो मेरे को दे दिया इतना, पर मैं तुझे सिर्फ 9% दूंगा और कुछ नहीं। ये हो गया इनका स्वैप का एग्रीमेंट। दोनों बैंक को भी दे रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे के साथ स्वैपिंग भी कर ली। अब नेट निकालो दोनों का क्या है। ए इनकॉर्पोरेशन बैंक को कितना दे रहा है? 5%। ठीक है, और जो बी है उससे ले कितना रहा है और दे कितना रहा है, या फिर हम ऐसा लिखते हैं, दूसरी पार्टी से हम ले कितना रहे हैं और दे कितना रहे हैं। सो दूसरी पार्टी से ले रहे हैं 6%, दे रहे हैं 9%। ध्यान देना सर, अल्टीमेटली आपका जो कॉस्ट है वो 9 और 5 14 में से 6 गए, 8% हो गया। ठीक है, 8 हो रहा है। और बी वाई के बी के एंगल से देखो, वो बैंक को 10 दे रहा है और 6 दे रहा है ए को, और बदले में उसे सिर्फ 9 मिल रहा है। तो 10 और 6 16, 16 में से 9 गए सर, 7%। ये हो गया स्वैप की कॉस्ट। कितना? 8 और 7%। ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, 8 और 7%। कहानी खत्म। पर क्वेश्चन ना आपको सिर्फ ये निकालने नहीं बोल रहा, ये तो मैंने अभी तक इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में जो हमने पढ़ा था वो बताया। क्वेश्चन बोल रहा है क्वांटिफाई करने के लिए कि ये सब चीज़ों की अमाउंट निकालो सर और फिर बताओ। 1% का फायदा आएगा। आगे, कीपिंग द एक्सचेंज रेट इनवेरिएंट। आपने क्या करा? एक्सचेंज रेट में कोई बदलाव नहीं आया। 120 था एक साल पहले, आज भी 120 ही है। अब आपको क्या करके दिखाना है? क्वांटिफाई करके दिखाना है, किसको कितना फ़ायदा और नुकसान हुआ। तो यही सब चीज़ों की बस हमें अमाउंट निकालनी है। ठीक है, ध्यान देना सर। इन्होंने 2-3 तरीके से निकाली है, मैं ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन में जाता हूँ, वो ज़्यादा आसान है। सबसे पहले तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट का एक्सचेंज, जो मैंने आपको बोला कि भैया देखो इसने क्या करा, ए इनकॉर्पोरेशन ने $2 लाख जितना येन बोरो कर लिया और वो दे दिया किसको? वाई को। स्वैप कर लिया, तो लिया और दिया, कहानी खत्म। और स्वैप में जो उसने दिया उसके बदले उसको मिला कितना दूसरी पार्टी से? $2 लाख। तो नेट अमाउंट क्या हो गई बोरोइंग की सर? $2 लाख। खत्म। मेरे को डॉलर में चाहिए था, मेरे को डॉलर में मिल गया। यही चीज़ बी इनकॉर्पोरेशन में दिखाओ कि भैया इतना इतना दिया है, इतना मिला है, नेट कॉस्ट ये पड़ गई, है ना। ये रहा, डॉलर लिया बैंक से, डॉलर दिया ए को और बदले में 240 ले लिया येन। क्या है वो? 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो प्रिंसिपल अमाउंट थी, छोड़ दो। अब क्वांटिफाई करते हैं सर, ध्यान देना, क्वांटिफाई करते हैं। डॉलर की अमाउंट है 2 लाख
और येन की अमाउंट है सर 2 इंटू 120 यानी 240 लाख। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ए इनकॉर्पोरेशन जब बैंक को देगा तो 5% किस पे कैलकुलेट करेगा, जो लोन उसने लिया था, तो 5% वो 240 पे कैलकुलेट करेगा, वो आता है 12 लाख येन। ये रहा, हो ये रहा 12 लाख येन देने पड़ेंगे। दिख रहा, 12 लाख येन आपके देने ए इनकॉर्पोरेशन ने दिया बैंक को। इसके बदले में उसको 6% मिल गया ना, वो भी तो दिखाओ। 6% ऑन 240, 6% यानी कि 14.4, ये उसे मिल जाएगा। ये दिया उसने बैंक को, ये मिला बैंक, ये मिला बी इनकॉर्पोरेशन से। और उसने खुद ने डॉलर पे इंटरेस्ट रेट 9% का ही दिया। ये तो कैलकुलेट होगा डॉलर पे, 2 लाख डॉलर पे 9% कैलकुलेट करोगे तो 18,000 आता है कुछ। ये रहा, ये दे दिया बी को। अब आप ये येन की टोटल लगा लो, ये टोटल आती है कुछ 2,40,000 का डिफरेंस मिला हुआ। रिसिप्ट दिख रहा है ना, 2,40,000 का रिसिप्ट है, उसको कन्वर्ट कर लो डॉलर में तो आपको नेट रिसिप्ट आ गई 2,000 डॉलर की, और 18,000 आपने दिया तो आपका नेट कॉस्ट आ गया 16,000 डॉलर। कहानी ख़त्म। अगर ऐसा लेना है तो मैं आपको एक सिंपल तरीका और दिखाता हूँ सर। क्योंकि वो उससे ना आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। एक सेकंड, स्लो हो गया। देखो, ये ए इनकॉर्पोरेशन है, ये बी इनकॉर्पोरेशन है। 5% हमने दिया, ये दिया येन पे और ये भी लिया येन पे, और ये है डॉलर पे। सो 240 पे 5% कैलकुलेट करोगे तो वो आता है 12 लाख, है ना। सो येन 12 लाख, ये मैंने दिया, येन 14.4 लाख ये मैंने लिया। इसी की इक्विवेलेंट अगर डॉलर वैल्यू निकालोगे तो ये हो गया 10,000 डॉलर, और ये हो गया सर आपका 120 से डिवाइड करने के बाद 12,000 डॉलर। 10 दिया, 12 लिया, ठीक है, और 9% भी डॉलर पे दिया, कितना, 18,000। 2 लाख डॉलर पे 9% इज 18,000। सो आप इसका टोटल निकाल लो, 10 गया, 12 आया, 18 गया, नेट में 16 गया। ये 16 कैलकुलेट कर लो 2 लाख पे तो आपका 8% का कॉस्ट आता है। बस वही निकालना है, यही 16,000 डॉलर नेट में गया। आप अगर इसके एंगल से बात करो अब बी इनकॉर्पोरेशन के, तो ये जो 10% का ये वो दे रहा है, ये डॉलर पे दे रहा है। तो डॉलर पे 2 लाख पे 10% यानी कि 20,000 डॉलर दिया उसने, है ना, 20,000 डॉलर दिया। अब 20,000 डॉलर को इक्विवेलेंट येन अमाउंट निकालोगे तो एक तरह से 24 लाख येन दिया। इसके बाद 9% जो है वो उसको डॉलर पे मिल गया, कितना, 9% यानी कि 18,000 इंटू 2 लाख, सॉरी 18,000 इंटू 120, ये 21,60,000 इक्विवेलेंट येन वापस आ गए, है ना। देखो, इतना ए से मिल गया, उतना बैंक को दिया, और ये हमने दिया था येन में ही दिया था, बी इनकॉर्पोरेशन ने ए को दिया था, ये 6% यानी कि 14,40,000। तो ये हो गया 14,40,000। ये कर लो टोटल सर, 24 गए, 14.4 गए, माइनस 21.6 आया, यानी कि मेरा, सॉरी सही है ना, 16,80,000 गया। किस पे सर, 240 लाख पे। कैलकुलेट करो, 7% आ गया कॉस्ट। यही दिखाना है, यहाँ पे दिखाता हूँ, ध्यान देना सर। 1680, अगर 1680 की कॉस्ट निकालोगे 240 के प्रिंसिपल पे तो उसको 7% पड़ रही है। देयर इज अ सेविंग ऑफ 1%। खत्म। येन वाले के लिए येन में अल्टीमेट कैलकुलेशन, डॉलर वाले के लिए डॉलर में अल्टीमेट कैलकुलेशन। ये था सर हमारा स्वैप अरेंजमेंट। एक क्वेश्चन और है सर, आइए सर, क्वेश्चन नंबर 33 अब देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये।
ऑन 1 फरवरी 2020 XYZ लिमिटेड एक लैपटॉप मैन्युफैक्चरर है, वो इंपोर्ट करता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेमोरी चिप्स, ठीक है, इंपोर्टेड है मेमोरी चिप्स फ्रॉम SKH सेमीकंडक्टर ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की एक कंपनी है SKH सेमीकंडक्टर, उससे हमने कुछ माल मंगाया है, ठीक है। अब पेमेंट हमें जो करना है वो अगले 1 महीने के अंदर में करना है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। अब इनवॉइस की अमाउंट है 1190 मिलियन साउथ कोरियन वॉन। अब साउथ कोरियन वॉन की एक्चुअल में देखा जाए ना तो ISO कोड KRW आता है कोरियन वॉन नाम से। तो चलो यहाँ ले लेते हैं 1190 का 1190 का आपका पेमेंट ड्यू है 1 महीने बाद, ठीक है। और आप हो इंडिया में, ये आगे से पता चलेगा आपको। फॉलोइंग स्पॉट एक्सचेंज रेट्स आर गिवन ऑन 1 फरवरी आर कोटेड इन 2 डिफरेंट मार्केट, USD INR USD SKW। अब आप नोटिस कर सकते हो कि जिस तरीके से रेट दिए हुए INR USD के, आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये ISO फॉर्म में दिए हुए हैं। इसको हम इस एंगल से पढ़ेंगे कि 75 रुपीज़ पर डॉलर, वैसे ही 1190 साउथ कोरियन वॉन पर डॉलर। तो दोनों में जो बेस करेंसी है वो है ये। सो इंटरप्रीट करते समय थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है, कोई बात नहीं, दे देंगे। अब आपको खरीदना है सर रुपीज़, आपको एक्चुअल में कैसा चाहिए पता है? अगर ISO कोड में लिखे तो वो इस तरीके का कोड चाहिए, SKW INR, रुपीज़ पर साउथ कोरियन वॉन, है ना, ऐसा कोड चाहिए। अब आपको इस कोड में साउथ कोरियन वॉन बैंक से खरीदने हैं 1 महीने बाद, और फिर पार्टी को पेमेंट करना है। आप साउथ कोरियन वॉन खरीदना चाहते हो, बैंक बेचेगी, है ना, तो आपको इस कोड का आस्क रेट चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, मुझे क्या चाहिए, आस्क ऑफ, ब्लैक में लिखता हूँ, सॉरी, मुझे क्या चाहिए, आस्क ऑफ SKW INR, है ना, ISO में। अब इसका मेरे को क्रॉस रेट बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, बहुत सिंपल है, आस्क ऑफ, ध्यान देना, SKW USD, ठीक है। मतलब ये वो रेट है जहाँ पे साउथ कोरियन वॉन हमारी असेट है, इनटू आस्क ऑफ, अब USD पहले ले लूँगा, INR। तो आप नोटिस करोगे कि ये सेकंड वाला पार्ट जो है USD INR तो ऐसा ही दिया हुआ है USD INR, पर पहला वाला पार्ट जो है SKW USD आपको ऐसा नहीं दिया हुआ है। हमें चाहिए साउथ कोरियन वॉन एज एन असेट, यहाँ पे USD असेट है। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं और आस्क का बिड बना लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपका, ध्यान देना, 1 बाय बिड ऑफ USD साउथ कोरियन वॉन मल्टीप्लाइड बाय आस्क ऑफ USD INR। यानी अगर आपको रेट चाहिए तो बहुत सिंपल है, USD INR का आस्क ले लो, यानी कि ये डिवाइडेड बाय USD SKW का बिड ले लो, यानी कि ये, ठीक है। तो ऐसे करने से आपको क्रॉस रेट मिल जाता है आज का, ठीक है। आज से ठीक 1 महीने बाद मार्केट में रेट ये है, तो इसका भी आप ये 2 रेट लोगे कि अगर आज पेमेंट करना पड़े तो कितना, 1 महीने बाद पेमेंट करना पड़ रहा है तो कितना पेमेंट करना पड़ रहा है। अब सिंपल कैलकुलेशन करोगे सर, 1190 इंटू 75.50 डिवाइडेड बाय 1190, ऐसा करो डायरेक्ट। सो इससे आपका आंसर आएगा 75.50 ही, क्योंकि 1190 इनवॉइस की वैल्यू भी 1190 है, एक्सचेंज का रेट भी 1190 है, तो वो 1 मिलियन बन गया इंटू 75.50। तो आपका यहाँ पे जो पेमेंट का आता है, आज अगर पे करते तो 75.50 मिलियन रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ता, पर अगर आप कल करोगे तो उसका कैलकुलेशन है 1190 का पेमेंट करना है 75.75 डिवाइडेड बाय 1188, ठीक है। तो इसका आंसर निकालते हैं। सो वो आता है 75.8775। अब आप नोट करना, आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। उस दिन अगर पेमेंट कर देते तो 75.50 ही जाता, आज 75.8775 जा रहा है, यानी कितने मिलियन आपके ज़्यादा जा रहे हैं, 3775। राउंडिंग ऑफ का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ये हो गया सर आज का अगर सेटलमेंट होता तो, ध्यान देना सर। अब इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे क्या करा है, क्रॉस रेट निकाला है। क्रॉस रेट निकालने की वजह से राउंडिंग ऑफ होती है। अब आप सोचो 1190 मिलियन कितना बड़ा अमाउंट है,
पहले तो 1190 लिखो और उसके बाद में 6 जीरो लगाओ। ये बड़े अमाउंट में छोटा सा भी अगर आपका राउंडिंग ऑफ का एरर आता है तो वो अमाउंट आपकी बड़ी बन जाती है। हमारा जो नेट आंसर आ रहा है वो था 0.3775 मिलियन रुपीज़, यानी कि एक तरह से 3,07,750 रुपये, है ना, 3,77,500 रुपये। पर इंस्टीट्यूट का आंसर आ रहा है 4.76, हमारा है 3.775। तो ऑलमोस्ट 1 लाख का फ़र्क पड़ गया इससे। क्यों? राउंडिंग ऑफ की वजह से। रेट्स वही है, पहला रेट आया सर आपका 75.50 बाय 1190, दूसरा आया 75.75 बाय 1188। दोनों रेट सेम है जो हमने लिए, रेट में कहीं गलती नहीं है। पर आपने क्या निकाला कि अगर 1 फेब को पेमेंट हो जाता, तो मैं इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलता हूँ, ये राउंडिंग ऑफ यहाँ आ गई आपकी, ठीक है, तो 754.46 लैक्स का पेमेंट करना पड़ता। अब इस रेट पे कर रहे हो तो 759.22 लैक्स का पेमेंट करना पड़ रहा है, थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है, 4.76 लैक्स। सो दैट विल बी योर लॉस एक्सचेंज रेट की वजह से, ठीक है। अब क्वेश्चन ने आगे बोला कि देखो, कुछ नहीं करने से इतना नुकसान हुआ हमारा, अगर हम स्टार्टिंग में ही हमारी फॉरेन करेंसी के पेबल्स को हेज कर लेते तो शायद नुकसान आपका कम हो जाता। तो अब हेजिंग के लिए उन्होंने जो दिया है डिटेल वो पढ़ते हैं। सिंस हेजिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क वाज पार्ट ऑफ द कंपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड नो कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग इन एसकेडब्ल्यू वाज अवेलेबल एट एनी इनश्योर मार्केट। ध्यान देना, हमने हेजिंग करनी है पर आईएनआर का एसकेडब्ल्यू के साथ कोई हेजिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में, तो हमें बाहर जाना पड़ा, इंडिया के बाहर देखना पड़ा कि कहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ हमें मिला। इट अप्रोच्ड एन ऑफशोर नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझो कि आप अगर इस मार्केट में कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं खरीदने बेचने का, तो एक्चुअल में डिलीवरी नहीं होगी, वो सिर्फ कैश में सेटल होगा एट द एंड। एट द एंड होगा ये कि आपको जब चाहिए होगा पैसा तो आपको स्पॉट रेट पे ही खरीदना पड़ेगा, बस आपको हेजिंग करने की वजह से कुछ प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। अगर स्पॉट में लॉस हुआ तो फॉरवर्ड मार्केट में यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा, तो आपका लॉस कम हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा फायदा हो गया तो यहाँ लॉस हो जाएगा, तो एक तरह से रिस्क आपका हेज हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। अब नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट में डीलर ने हमको कोट करा ये रेट, ये फॉरवर्ड का रेट है सर, पर ध्यान देना ये है $1 मिलियन के लिए फॉर अ नोशनल अमाउंट ऑफ 1 lakh $1 to be settled at a reference rate which is declared by Bank of Korea। आज मैं ये फॉरवर्ड रेट ले लेता हूँ, ठीक है, ये फॉरवर्ड रेट पे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ और इसी को मैं कैंसिल कर दूंगा 1 महीने बाद में, और वो 1 महीने बाद का जो रेट है 1 मार्च 2020 का, वो उन्होंने दे दिया। ये यहाँ बिड आस्क कुछ भी नहीं है, फाइनल रेट है, ठीक है, एज अ रेट फॉर सेटलमेंट। बस आप पता लगा लो कि सेटलमेंट में अब प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपने क्या करा, सेल करा डॉलर, है ना। अच्छा, एक चीज़ तो समझ रहे हो यहाँ पे कि यूएसडी बेस करेंसी है, आपने डॉलर बेचा तो बैंक ने डॉलर खरीदा होगा। आप बोलोगे सर बेचा कहाँ से पता चलेगा? सिंपल सर, ध्यान देना। अब वापस से आपको 1190 मिलियन साउथ कोरियन चाहिए वॉन, 1 महीने बाद आप खरीदना चाहते हो, है ना, पर बेस करेंसी तो डॉलर है। पर आप एसकेडब्ल्यू खरीदोगे तो यूएसडी बेचोगे ना, आप यूएसडी बेचोगे तो बैंक खरीदेगा, बिड रेट आएगा, ये रहा 1190। तो देखो सर, अब आपको इस पे क्या करना पड़ेगा। 1190 पे आपको साउथ कोरियन वॉन आप खरीदोगे तो डॉलर बेचोगे, है ना। कितना आता है, आपकी इनवॉइस की वैल्यू है 1190, यहाँ पे रेट भी है 1190, उसके हिसाब से 1 मिलियन, मैं पूरा लिख रहा हूँ, ये हो गया यूएसडी जो आपने बेच दिया, आपके हाथ से गया, ताकि 1190 साउथ कोरियन वॉन आपको मिले। पर ये प्रैक्टिकली तो नहीं जाएगा क्योंकि ये नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ सिर्फ सेटल होना है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, बाद में क्लोज करोगे। आप जब क्लोज करने आओगे तो 1185, ध्यान देना सर, 1185 साउथ कोरियन वॉन पे वापस से आप डॉलर कितने खरीदोगे ये कन्वर्ट कर लोगे। अभी आपके पास क्या है, साउथ कोरियन वॉन आपने खरीद लिए, यही साउथ कोरियन वॉन इस रेट पे कन्वर्ट कर लो डॉलर में। सो आप 1190 साउथ कोरियन वॉन जो यहाँ खरीदा था वो यहाँ बेच दोगे, ठीक है। क्या रेट से बेचोगे, 1185 के रेट से। तो आपको वापस US डॉलर मिलेंगे
अब 1004219 ये आपको मिल जाएंगे। ये समझा क्या आपको? नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में पहले आपने SKW खरीदे, वही SKW आपने बेच दिया। 1190 SKW 1190 के रेट से खरीदे तो आपको $, देने पड़े। प्रैक्टिकली नहीं, फिजिकली डिलीवरी नहीं हुई है ना, इसीलिए वो जाते। तो ये जो आपने खरीदे इतना ही आपने बेच दिया इस रेट पे 1 महीने बाद, तो आपका ये लेना देना नहीं करना पड़ा और यहाँ आ गया आपका नेट प्रॉफिट, वो भी $4219 का आया गेन। दिस इज द कैश सेटलमेंट। आपको सिर्फ $4219 मिल जाएंगे क्योंकि आपका गेन बनता है। ये आप मार्केट में ले जाके बेच दो। डॉलर आप बेचोगे, बैंक खरीदेगा। डॉलर आप बेचोगे, बैंक खरीदेगा तो 75.50 का रेट लगेगा। ठीक है, $4219 पे ध्यान देना सर, $4219 पे 75.50 का रेट लगा तो आपका फ़ायदा निकल के आ गया 3,18,000। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान देना, NDF कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने करा था वो तो ख़त्म हो गया, पर वो जो पार्टी को पेमेंट करना है 1190 मिलियन साउथ कोरियन वॉन का, वो मैं मार्केट से ही उठा के लाऊंगा, स्पॉट मार्केट से। 1 महीने बाद का स्पॉट मार्केट का रेट ये रहा सर, यही तो आपका आउटफ्लो है 759.22। मार्केट से उठा लो, ये देखो ये 759.22 आपने स्पॉट मार्केट से उठाया, पर आपका NDF कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो गेन हुआ है वो आपकी टोटल कॉस्ट को थोड़ा सा कम कर देता है। दैट्स द बेनिफिट 756। तो आपका नेट जो हुआ यहाँ कितना आया, ध्यान देना 756 का कॉस्ट पड़ रहा है अगर आप NDF कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो। नहीं करते हो तो सर ये रहा ऊपर, कहाँ, अगर आप NDF कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो 754 का पड़ रहा था, ये रहा आज का। सो दो चीज़ सर, अगर आप कुछ नहीं करते, डू नथिंग, तो टाइम 0 पे क्या जाता, 754 जाता, और टाइम 1 महीने बाद 759 जाता, ये और ये, अगर कुछ नहीं करते तो। पर अगर आपने करा तो ये आ गया आपका लॉस 4.76 का लॉस। ठीक है, पर अगर आपने NDF कॉन्ट्रैक्ट लिया, ध्यान देना, तो आप कंपेयर करोगे कि आज अगर पेमेंट करता तो उतना ही जाता ना 754 का, ये वाला अमाउंट, पर NDF कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो मेरा कैश आउटफ्लो आया है वो 756 का आया है, ऐसा। तो यहाँ आएगा आपका गेन, नहीं सॉरी, यहाँ पे भी आपका लॉस तो आएगा, सॉरी यहाँ आपका लॉस आएगा। कितना लॉस आ रहा है हम कंपेयर करते हैं, ये रहा एक्सचेंज का जो लॉस है दैट इज़ 1.5747। तो आया सर, कोई बात नहीं, लॉस तो आया 1.5747। अब आपको कंपेयर करना है कि कुछ नहीं करके 4,76,000 का लॉस उठाना है या NDF कॉन्ट्रैक्ट लेके 1.57 का लॉस उठाना है। उठाना तो है दोनों केस में। सो लॉस जिस केस में कम रहेगा वो ऑप्शन हम चूज करेंगे। आया क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में? आसान था, कोई डिफिकल्ट नहीं। सिंस द एक्सचेंज लॉस इज लेस इन केस ऑफ NDF, द सेम हैज टू बी ऑप्टेड। NDF में हुआ कुछ नहीं, आपने मार्केट से जाके ही जो खरीदना था खरीदा, बस NDF में आपको फायदा हो गया। अगर यहाँ ज़्यादा रेट लगा है तो यहाँ फायदा आ जाएगा, यहाँ अगर आपका रेट कम हो गया तो वही आपको यहाँ पे नुकसान आ जाएगा। सो इसको बोलते हैं रिस्क को हेज करना। ठीक है सर, इसी के साथ अपना काफ़ी क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। मैं स्टार्टिंग पे आता हूँ वापस और मैं देखते हैं कि कितना हमने कवर कर लिया और अब क्या टॉपिक चालू होने वाला आज आखिरी के जो बचे हुए क्वेश्चन है। जो अभी अभी हमने क्वेश्चन ख़त्म करा है वो था ये नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन नंबर 33। अब यहाँ से जो चालू हो रहा है वो है आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का फेट, कैंसलेशन, एक्सटेंशन और डिलीवरी जो है आपकी। तो यहाँ से चालू होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 34 से लेके हमारे कुछ क्वेश्चंस, उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले समझाऊंगा और उसके बाद 1-2 क्वेश्चन है सर नोस्त्रो, वोस्त्रो और लोरो पे। फिर उसके बाद हम हमारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आओ सर। वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। और अब हम देखने वाले हैं सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, डिलीवरी, कैंसिलेशन एंड एक्सटेंशन। नाउ दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग पार्ट। सबसे पहले हम रूट से चलते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करने की वजह क्या होती है। उसकी वजह होती है सर ट्रांजैक्शन, ट्रांसलेशन और इकोनॉमिक एक्सपोजर।
मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखेंगे ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की वजह से हमें हेजिंग की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। सो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या है सर? इन केस अगर आप एक्सपोर्टर हो या फिर आप इंपोर्टर हो तो आपके कुछ फॉरेन करेंसी रिसीवेबल्स और पेबल्स होते हैं। यू गेटिंग इट? सी, अगर आप इंपोर्टर हो तो फ्यूचर में जाके आपको उसका पेमेंट करना है। पेमेंट जो करना होता है वो नॉर्मली फॉरेन करेंसी में करना होता है और उस पार्टी को पे करने के लिए 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने बाद आप ये फॉरेन करेंसी मार्केट से खरीदोगे। ठीक है, वो खरीदोगे और वो कहीं ज़्यादा रेट पे ना खरीद लो, इसलिए आज ही फ्यूचर में फॉरेन करेंसी खरीदने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आप कर लेते हो, उसको बोलते हैं हेजिंग करना। ठीक है, ताकि आज आप रेट फिक्स कर दो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने बाद क्या रेट पे फॉरेन करेंसी आप खरीदोगे। एग्जैक्टली सेम होता है एक्सपोर्टर के केस में, जहाँ पे आप कुछ माल भेजते हो दूसरे कंट्री में, उसको इन्वॉइसिंग करते हो, वो बंदा आपको 3 महीने बाद डॉलर देने वाला होता है या 6 महीने बाद आपको येन देने वाला होता है। वो होते हैं आपके रिसीवेबल्स, उसको बोलेंगे सर फॉरेन करेंसी रिसीवेबल्स। उस पर्टिकुलर ड्यू डेट पे आप वो फॉरेन करेंसी ले जाके बैंक को दे दोगे, कन्वर्ट करा लोगे अपने इंडियन रुपीज़ में। सो ऐसे केस में आपको यह रिस्क होता है कि कहीं कम रेट पे वो फॉरेन करेंसी ना बेच दो आप, इसीलिए आज ही आप रेट फिक्स कर लेते हो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हेजिंग करके। सो दोनों केस में पर्पस क्या था? रिस्क को हेज करना। तो आपने स्टार्टिंग में क्या करा? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अगर आप बाय करना चाहते हो फॉरेन करेंसी और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में वो फॉरेन करेंसी ही असेट है, तो आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी बाय करोगे, ऐसा कहा जाता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदना यानी कि उसका असेट खरीदने का प्रॉमिस करना, और असेट अगर वही फॉरेन करेंसी है जो आप खरीदना चाहते हो, सो देन इट्स अ प्रॉपर ट्रांजैक्शन। दूसरे केस में अगर आप फॉरेन करेंसी बेचना चाहते हो, कोई भी करेंसी आप बेचना चाहते हो और वही करेंसी आपकी अंडरलाइंग असेट है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेचना है, ऐसा कहा जाएगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेचना या खरीदना यानी कि उसका अंडरलाइंग असेट बेचना और खरीदना आगे की डेट पे। ठीक है, तो एक बार हम ये ट्रांजैक्शन तो कर लेते हैं। अभी तक हमने कई सारे क्वेश्चंस देखे ऐसे जिसमें हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हेजिंग करते हैं, पर हमने एक सिचुएशन ऐसी नहीं देखी जो शायद थोड़ी प्रैक्टिकल है। आप इमेजिन करके देखो, अगर आप एक्सपोर्टर हो, आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, पर फ्यूचर में यानी कि लेट्स से आप एक्सपोर्टर हो, आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया 3 महीने का, 3 महीने बाद आपको डॉलर आते, आप बैंक में बेचते और उसका रेट आपने पहले फिक्स कर लिया। पर मान लो कि ठीक 1 महीने बाद ही सेल करने के आपका कस्टमर आपको फ़ोन करके बोलता है कि मुझे टाइम का एक्सटेंशन चाहिए, जो 3 महीने बाद मैं पेमेंट करने वाला था अब मैं वो 4 महीने बाद करूँगा। तो इसका मतलब ड्यू डेट पे आपके पास कोई फॉरेन करेंसी आएगी नहीं, तो आपने जो बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है फॉरेन करेंसी बेचने का, वो ऑनर कैसे करोगे? डिलीवर कैसे करोगे? कॉन्ट्रैक्ट को डिलीवर कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केसेस में आपका जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बैंक के साथ में है उसको बदलना ज़रूरी है। अब ये जो सिचुएशन है सर, ये सिचुएशन आपकी आ सकती है कभी भी, ध्यान देना। मैं एक टाइमलाइन लेके चलता हूँ, लेट्स से दिस, और ये है ड्यू डेट। आप इंपोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो, जो भी हो, 3 महीने बाद आपको पैसा देना या लेना है। अब ये है ड्यू डेट। अब इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आपकी पार्टी सामने वाली कस्टमर हो या आपका वेंडर हो, वो बोल सकता है, या आपकी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है कि आप ड्यू डेट पे ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनर करना ही नहीं चाहते। 2-3 सिचुएशन आएगी, वो हम सारी डिस्कस करेंगे। हो सकता है पहले ही आपको पता चल जाए कि ड्यू डेट पे मैं ट्रांजैक्शन ऑनर नहीं कर सकता। हो सकता है ड्यू डेट पे आपको पता चले कि मैं ट्रांजैक्शन ऑनर नहीं कर सकता। हो सकता है ड्यू डेट जाने के बाद आपको पता चले कि मैं ट्रांजैक्शन ऑनर नहीं कर सकता। ये वाली सिचुएशन में डिफ़ॉल्ट करना कहा जाता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि ड्यू डेट चली जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा। ड्यू डेट पे ट्रांजैक्शन ऑनर नहीं कर रहे हो तो उसके अगले दिन इसका मतलब ही यही होता है कि डिफ़ॉल्ट कर दिया। ठीक है, तो 3 अलग अलग डेट्स है सर जिस पे हम क्या करने वाले हैं ये देखेंगे। ड्यू डेट के पहले, ड्यू डेट पे और ड्यू डेट के बाद, ये 3 सिचुएशन आएगी। पर इस हर सिचुएशन में 3 अलग अलग ट्रांजैक्शन के नेचर आएंगे। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि आप डिलीवर तो करना चाह रहे हो, यानी कि ट्रांजैक्शन ऑनर तो करना चाह रहे हो, पर ड्यू डेट के पहले करना चाह रहे हो।
एक सिचुएशन नॉर्मल जो हर बार होती है कि ड्यू डेट पे डिलीवरी करना चाहते हो, दैट्स द नॉर्मल ट्रांजैक्शन जो अभी तक आप करते आए हो सकता है कि आप ड्यू डेट के बाद डिलीवर करना चाहते हो। कोई सिचुएशन ऐसे भी आ सकती है कि आपको कैंसिल ही करना पड़ गया कॉन्ट्रैक्ट, आप डिलीवरी ड्यू डेट के पहले कैंसिल करना चाहते हो, ड्यू डेट पे कैंसिल करना चाहते हो, या ड्यू डेट के बाद कैंसिल करना चाहते हो, और क्या ही हो सकता है। एक सिचुएशन आएगी कि आप एक्सटेंशन करना चाहते हो, यानी टाइम आप और मांगना चाहते हो बैंक को, तो वो तो हो सकता है कि ड्यू डेट के पहले ही आप बोल दो कि भैया 1 महीना बचा हुआ है, अब मैं ड्यू डेट पे ऑनर नहीं कर सकता, मुझे 1 महीने का समय और दो। आप ड्यू डेट पे भी ये चीज़ बोल सकते हो कि आज मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं कर सकता, मुझे 1 महीने का समय और दो। ड्यू डेट के बाद डिफ़ॉल्ट करने के बाद आप बोल सकते हो कि भैया मैं नहीं कर सकता ऑनर, सॉरी मैं नहीं कर पाया, आप मुझे 1 महीने का समय और दो। सो ऐसे मिला के 9 अलग अलग सिचुएशन आती है, अगर आपने देखा होगा 3 अलग अलग टाइम पे 3 अलग अलग ट्रांजेक्शन। ठीक है सर, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू हेज फॉरेन करेंसी एक्सपोजर, हम एंटर करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, जहां पे फॉरेक्स डीलर के साथ हम ये रेट फिक्स कर लेते हैं कि क्या रेट पे ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, जहां पे हम फिक्स कर लेते हैं एक्सचेंज का रेट आज ही फ्यूचर के सेटलमेंट के लिए। ठीक है सर, अब कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं बिकॉज ऑफ सम अनसर्टनिटीज या फिर अनकंट्रोलेबल सिचुएशन, सामने वाले की कंट्री में वॉर हो गया, सामने वाले की कंट्री की गवर्नमेंट ने फॉरेन करेंसी खरीदने और खरीद के और बेचने से बाहर किसी कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन करने से मना कर दिया। सो कुछ भी हो सकता है कि आप ड्यू डेट पे उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाए, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन कैन कम इनटू पिक्चर बिफोर ड्यू डेट और ऑन ड्यू डेट, एंड दस वी मे वांट टू कैंसल और एक्सटेंड द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो बैंक के साथ में करा। अब ऐसी जब भी सिचुएशन आएगी सर, तब फेडाई के रूल्स अप्लीकेबल होते हैं। फेडाई क्या है सर? फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इन सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई फेडाई। फेडाई रूल्स फॉर्म करेगी और उसके रूल्स हमें सीखने हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, जो मैंने अभी अभी बताया उसको मैंने समराइज कर दिया इस टेबल में कि हो सकता है मैं डिलीवरी करना चाहूँ, कैंसलेशन करना चाहूँ, एक्सटेंड करना चाहूँ बिफोर ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट और आफ्टर ड्यू डेट। और इस बॉक्स के अंदर जो नंबर्स लिखे हुए हैं उस सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में हम पढ़ना शुरू करेंगे ईजीएस्ट से लेकर डिफिकल्ट तक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सर हमारा ये वाला पार्ट, ध्यान देंगे, एक्सटेंशन नहीं, ये अपना डिलीवरी वाला पार्ट, ऑन ड्यू डेट डिलीवरी करना। आपने प्रॉमिस करा था ना कि 3 महीने बाद आप फॉरेन करेंसी बेचोगे फलाने फलाने रेट पे, तो 3 महीने कंप्लीट हो गए, आज ड्यू डेट आ गया, आप डिलीवर कर दो फलाने फलाने रेट पे, खत्म। ये तो आप ऐसे कई सारे ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी करते आए हो, यहाँ पे नहीं सीखने की ज़रूरत। ऑनर करना था ऑनर कर दो, प्रॉमिस करा था कि मैं बेचूंगा बेच दो, वही रेट पे पैसा ले लो, घर चले जाओ। सो ये तो हो गया सिंपलेस्ट ऑफ द वन। ठीक है, इसके बाद शुरू करते हैं सर दूसरा पार्ट कि भैया ड्यू डेट तो आ गई है पर मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। मैंने प्रॉमिस करा था मैं बेचूंगा आज, क्योंकि ड्यू डेट आ गई है ना, 3 महीने पहले प्रॉमिस करा था पर आज आपको बेचना है, आप आज नहीं बेच पा रहे हो क्योंकि सामने वाली पार्टी से ही मान लो आपको पैसा नहीं आया, तो आप बैंक को क्या दोगे? अब ऐसे केस में आप कैसे करोगे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल? एक चीज़ थोड़ी समझ लेना, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को पेपर फाड़ के कैंसिल नहीं किया जा सकता। उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है तो आपको उसका अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, आप अगर घर पे लेट्स से ये कप खरीद के लेके आ जाते हो, ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन को अगर आपको कैंसिल करना है तो आपको ये कप वापस बेचना पड़ेगा, बेचना ही पड़ेगा। जो रिटर्न है या रिफंड है वो पॉलिसी यहाँ अप्लीकेबल ही नहीं है। आप कार लेके आ जाओ अपने घर पे, आप आईफोन लेके आ जाओ अपने घर पे और वापस उसे कैंसिल करने की कोशिश करो, वो कैंसिल नहीं होगा सर कॉन्ट्रैक्ट, वो रिवर्स, मतलब आपको उसका अपोजिट ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, उसे बेचना पड़ेगा। जो चीज़ खरीदी है उसको कैंसिल सिर्फ बेच के किया जा सकता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको घर पे डिलीवरी लाने की ज़रूरत है कार की। अगर आपने कार के 50 लाख रुपए मान लो दे दिए हैं, ठीक है,
तो इसका मतलब आपने खरीद लिया, अब उस ट्रांजैक्शन को क्लोज करना है तो आप कार की डिलीवरी लिए बगैर किसी और को बेच दो, दैट्स टोटली फाइन, और आप सेटलमेंट कर लो। लेट्स से कि आपने 50 लाख में खरीदी और आप 48 लाख में बेच देते हो, तो 2 लाख रुपए का आपका नुकसान हो गया, वो बस आपको भरपाई करनी है और कुछ भी नहीं, वो नुकसान झेल लो, कार की डिलीवरी लो ही मत। आया समझ में? क्योंकि वैसे भी कैंसिल ही करना है। सो वैसे ही यहाँ पे भी होगा सर, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपने खरीदा है उसे सेल करके ही कैंसिल कर सकते हो, पहला रूल, समझ रहे हो? पहला रूल। दूसरा रूल, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपने खरीदा उसकी ड्यू डेट जो होगी वो आपके नए कॉन्ट्रैक्ट की भी ड्यू डेट होनी चाहिए, यानी कि दोनों की ड्यू डेट मैच करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा पार्ट रहेगा। अगर आप यहाँ पे सीख गए तो आपको आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई यहाँ पे, अब बस छोटे छोटे पॉइंट्स रहेंगे। सो क्या करना है सर, 2 चीज़ ध्यान देनी है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना हो तो उसका अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट ले लो, बाय है तो सेल ले लो, सेल है तो बाय ले लो। अगर आपने बोला था डॉलर खरीदूंगा तो डॉलर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट ले लो, डिलीवरी लेने देने की ज़रूरत नहीं है, सेटलमेंट कर लेना रेट में। अगर आपने बोला था डॉलर बेचूंगा तो खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट ले लो बैंक के साथ में, कहानी खत्म। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया? सो अब हम कैंसलेशन देखेंगे ड्यू डेट पे कैसा होता है। हाँ, delivery on due date, this is straightforward contract as you honor the contract as agreed on due date on agreed rate, ये तो मैंने देख लिया। अब देखो ये वाला पार्ट, कैंसलेशन ऑन ड्यू डेट। ये एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे। लेट्स से कि आपने 2 महीने का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करा था फॉरवर्ड सेल का, इसका मतलब फॉरवर्ड में यानी आगे की डेट पे आप फॉरेन करेंसी बेचोगे। 1 लाख डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट करा था कि 50 रुपये में मैं बेच दूंगा, ये था आपका फॉरवर्ड सेल। अब वो ड्यू डेट तो आ गई सर, अब वो ड्यू डेट आ गई, इसे कैंसिल करना है तो थोड़ा ध्यान देना। फॉरवर्ड सेल को कैंसिल करना है तो सेल को अगर कैंसिल करना है तो सबसे पहले लिख लो बाय, सिंपल सिंपल। और अब देखो कि ड्यू डेट कब है, ड्यू डेट पे ही हम खड़े हैं, ड्यू डेट आज ही है ना, ड्यू डेट उस कॉन्ट्रैक्ट की आज ही है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो होगा स्पॉट बाय। स्पॉट में यानी आज ही आपको बाय करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी भी ड्यू डेट अब आज की हो गई, इसकी भी ड्यू डेट आज की हो गई, ऐसे करके आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। अगर आपने फॉरवर्ड में 50 रुपये पे हर डॉलर बेचने का प्रॉमिस करा था, आज अगर 48 रुपीज़ पे खरीदने का प्रॉमिस करते हो तो 2 रुपये पर डॉलर नुकसान है, टोटल नुकसान आ जाएगा आपका 2 लाख का, क्योंकि 1 लाख डॉलर पे ये ट्रांजैक्शन था, कहानी खत्म। दिस इज कैंसिलेशन ऑन ड्यू डेट। तो इसमें आपने 2 चीज़ें देखी, पहला तो अपोजिट करा ये वाले पार्ट से, सेल है तो बाय, बाय है तो सेल, क्या अंडरलाइंग असेट। दूसरा, इसकी ड्यू डेट मैच करनी चाहिए इसकी ड्यू डेट से, तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट करो। अब ध्यान देना, क्या कर सकता था स्पॉट बाय के अलावा, अगर मैं फॉरवर्ड बाय करता, ध्यान देना, लेट्स से 1 मंथ फॉरवर्ड बाय, तो वो गलत हो जाता, क्योंकि इसकी ड्यू डेट तो आज की है और इसकी ड्यू डेट 1 महीने बाद की है। आज का कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने बाद के कॉन्ट्रैक्ट से तो कैंसिल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने ऑडी खरीदी है तो आप ऑडी ही बेचोगे, अब BMW बेच के तो ऑडी को कैंसिल नहीं कर सकते ना। तो जब भी आप 1 महीने का फॉरवर्ड लेते, ये नया कॉन्ट्रैक्ट रहता सर, उसको कैंसिल करने वाला नहीं रहता, वो अलग ये अलग, ऑडी अलग BMW अलग। सो इसीलिए 2 चीज़ें याद रखनी है, अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट और ड्यू डेट सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया कैंसिल कर रहे हो ड्यू डेट पे। ऑन ड्यू डेट जब आता है ना तो मोस्टली आप कैंसिल करने के लिए स्पॉट के ट्रांजैक्शन लोगे। क्यों सर? क्योंकि आप ऑलरेडी ड्यू डेट पे खड़े हो और आज ही आपको वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, तो स्पॉट से ही होगा। ठीक है सर, समझ गए। पर अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि अगर, इतना तो समझ में आया, पर अगर आपको ये पॉइंट पे 1 महीने बाद ही ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना होता तो क्या करते? मैं बताता हूँ मैं क्या करता। ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था मेरा 2 मंथ का फॉरवर्ड सेल, ठीक है। अब मुझे अगर इसे कैंसिल करना है ड्यू डेट के पहले, तो यहाँ खड़े होके देखो कि आपकी ड्यू डेट को कितना समय है। यहाँ से तो एक ही महीना बाकी है, तो आपको 1 महीने का, ध्यान देना, अब आपको 1 महीने का फॉरवर्ड बाय लेना पड़ेगा।
बाय इसलिए क्योंकि अपोजिट होना, और फॉरवर्ड इसलिए क्योंकि दोनों की ड्यू डेट मैच करेगी। अब आप यहाँ खड़े होके देखो, ठीक है, 1 महीने बाद ये भी कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने बाद ड्यू हो रहा है ओरिजिनल वाला, और ये भी कॉन्ट्रैक्ट आपका जो अभी अभी लिया कैंसिल करने के लिए वो भी 1 महीने बाद ड्यू हो रहा है। सो इस तरीके से दिमाग लगाना है कि ड्यू डेट जो है दोनों की मैच करे, बस, ठीक है। तो रूल क्या है सर, ध्यान देना, ये रहा अर्ली। 2 महीने का फॉरवर्ड सेल जो है वो 1 महीने के फॉरवर्ड बाय से मैं कैंसिल करूंगा। ये यहां से यहां तक जा रहा है, ये यहां से यहां तक जा रहा है, दोनों की ड्यू डेट देखना सेम ही आ रही है, ये चीज मैच करनी चाहिए। सो 2 चीजें हमें रिमेंबर यानी ध्यान रखने की जरूरत है। टेक द अपोजिट पोजीशन टू कैंसिल एनी कॉन्ट्रैक्ट, एंड एक्सपायरी ऑफ बोथ द कॉन्ट्रैक्ट, द ओरिजिनल एंड द कैंसिल करने के लिए जो लिया, शुड बी सेम। ठीक है सर, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। धीरे धीरे जो हम चीजें सीखते जाएंगे उस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम करते जाएंगे। ये देखो यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट वो है, पहले जो 2 क्वेश्चन है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के, अगर आपने ध्यान दिया होगा, कैंसिलेशन बिफोर ड्यू डेट और ऑन ड्यू डेट। ठीक है, चलो तो हम ये 2 चीजें देख लेते हैं। कहाँ गए, चलो क्वेश्चन नंबर 33 तक हम देख चुके थे, 34 वाला क्वेश्चन देखेंगे सर। एक बैंक है वो एंटर करती है फॉरवर्ड। अब थोड़ा ध्यान देना सर, एक चीज़ मैं बताता हूँ, रिसेंट में कल ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि हमारा ही बच्चा था, कंपाइलर पढ़ रहा था, और कोई तो वीडियो यूट्यूब का देखा, किसी बंदे ने, फैकल्टी ने, नो मैटर व्हाट, मैंने भी नहीं देखा उसका, बाद में उन्होंने ये बोला कि उसमें कि एग्ज़ाम के पहले आपको लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बुक ले जानी चाहिए या 2-3 क्वेश्चन करने चाहिए बस। मतलब पूरे सब्जेक्ट के 2-3 क्वेश्चन करोगे आप, या सिर्फ चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन भी करोगे, तो वो मेरे को थोड़ा सा वेग लगा, मतलब ये क्या बात हो गई टाइप्स। फिर उन्होंने लिंक भेजी थी, तो फिर मैंने जाके देखा वीडियो उनका, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया था उसके अंदर में कि मैंने ये करा था। तो पहली चीज़ तो सर आपने ये करा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर ये सब चीज़ें आप बाकी लोगों को बता रहे हो, और आप ये बता रहे हो कि आप कॉन्सेप्ट बुक ही लेके जाओ सिर्फ। जैसे कि मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, क्या आप इसके भरोसे, ये जो मैंने अभी बताया, क्या इसके भरोसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? ये तो वो बात हो गई कि गाड़ी चलाना कैसे है ये सिर्फ आप यूट्यूब पे देख लो या फिर किताब में पढ़ लो, पर गाड़ी चला के मत देखो। तो ये तो हो गई कॉन्सेप्ट, उसका प्रैक्टिस तो आप क्वेश्चन के साथ ही करोगे। और ऐसा नहीं है कि सर इतना सा लिखा होता है बस ऐसे ही करना होता है, डायरेक्ट कभी क्वेश्चंस नहीं आते, आपको घुमाया फिराया जाता है, नए टर्म्स देखने मिलते हैं उसमें। सो मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत मस्ट होते हैं। और लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि सर आपकी गेस वर्क है वो, या एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है, सर वो आपके पूरे बल्क ऑफ क्वेश्चंस को लिमिट करते हैं छोटे नंबर में, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाते हैं। सो पर्पस तो वही है ना। अब 1-1.5 दिन का टाइम है, हम 700 क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, हम 150, 200, 250 क्वेश्चन मैक्सिमम कर लेंगे। तो वही करके जाना है और उसी से प्रैक्टिस होती है। चलो ठीक है, दैट वाज माय ओपिनियन अबाउट इट। रैंडमली थोड़ा सा याद आया क्वेश्चन पे, तो मैंने आपके साथ सजेस्ट करा। देखो, अ बैंक एंटर्स इनटू अ फॉरवर्ड परचेज टीटी कवरिंग एन एक्सपोर्ट बिल ऑफ स्विस फ्रैंक 1 लाख एट 32.40। बताओ, अब सबसे पहले तो समझो सर इसको। बैंक ने एंटर करा है। अब आप ये वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स है सारे फॉरवर्ड के, आधे से ज़्यादा टाइम बैंक के एंगल से देखोगे। एक्सपोर्ट का बिल है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट का बिल है यानी कि कोई पार्टी है जिसने माल बेचा होगा अपने कस्टमर को, उसको बिल रेज करा, तो वो कस्टमर उस पार्टी को स्विस फ्रैंक 1 लाख लाके देगा, और वो पार्टी जिसने बिल रेज करा या जिसने एक्सपोर्ट करा वो हमको लाके देगी। हम है कौन? बैंक। तो एक्सपोर्टर तो हमें स्विस फ्रैंक बेचेगा ना, और हम वो खरीदेंगे। क्या गलत लिखा है यहाँ पे? बैंक ने एंटर करा है ना परचेस ट्रांजैक्शन में। बच्चों को यहाँ पे बोलना था कि सर एक्सपोर्टर है वो तो बेचेगा, तो परचेस क्यों लिखा है? अबे तो कौन परचेस कर रहा है ये भी तो देखो, है ना। कोई एक खरीदता है तो दूसरा बेचता है।
अब कस्टम बैंक, अगर पार्टी जो एक्सपोर्टर है वो हमें बेच रहा है तो हम खरीद रहे हैं। सो बैंक ने एंटर करा, बैंक बोला एक्सपोर्टर को कि तुम्हारे स्विस फ्रैंक जो है 1 लाख के, वो मैं खरीद लूंगा इस रेट पे 32.40, विच इज ड्यू ऑन 25th of April and covered itself for same delivery in local interbank market at 32.42। बैंक देखो, बैंक ना रिस्क नहीं लेती। बैंक ने इस पार्टी से खरीदने का प्रॉमिस करा आज कि भैया आज से ठीक 25 अप्रैल को मैं आपसे इस रेट पे डॉलर स्विस फ्रैंक खरीद लूँगा। पर मैं खरीद के क्या करूँगा, मैंने भी बेचना है मार्केट में, तो मैं आज ही खुद को कवर कर लेता हूँ। कवर करना यानी कि जो बाय करने का ट्रांजैक्शन है उसके लिए सेल रेडी कर देता हूँ, जो सेल करने का ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए बाय रेडी कर देता हूँ। तो बैंक ने भी खुद को कवर कर लिया और प्रॉफिट इंश्योर कर लिया। आज का मैं तारीख लिख देता हूँ, लेट्स से आई थिंक वो 2 महीने का, मैं आगे वाले इससे पता लगा लूँगा, 1 सेकेंड। 1 month, 2 month, 3 month, ठीक है। लेट्स से इस डेट पे ये है अप्रैल, ये है मार्च, ठीक है, ये होगा फेब। तो फेब में या उसके पहले कहीं पे भी बैंक ने एंटर कर लिया कि भैया अप्रैल 25 को मैं आपसे इतने स्विस फ्रैंक खरीद लूँगा, ठीक है। और बैंक ने खुद को कवर कर लिया। अब कवर करने का मतलब समझो, फॉरवर्ड बाय करा था बैंक ने, उसको कवर करेगा वो फॉरवर्ड सेल से। सो वो बोला कि 32.40 रुपीज़ पर स्विस फ्रैंक में मैं आपसे खरीद लूँगा और बेचूंगा 32.42 पे, ठीक है, और मैं मार्केट में बेच दूंगा। तो इसने जो फॉरवर्ड सेल करा वो किसी और बैंक के साथ हो सकता है, हमारी जो बैंक है उसने किसी और बैंक के साथ में करा इंटर बैंक मार्केट में। तो इससे ये चीज़ इंश्योर हो गई कि आज से ठीक जब भी अप्रैल आएगा उस दिन मेरे पास इतने स्विस फ्रैंक आएंगे, मैं दूसरे बैंक को इतने में दे दूंगा, मैंने कमा लिया 0.02, मेरा तो प्रॉफिट हो गया फिक्स। इसको बोलते कवर करना, ठीक है। आगे देखो, पर क्या हुआ 25 मार्च को, यानी कि ड्यू डेट से 1 महीने पहले, ये हो गया बिफोर वाला सिचुएशन रेडी, ठीक है। एक्सपोर्टर आया हमारे पास और बोलता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे हम सवाल जवाब नहीं करेंगे सर, हमारा काम थ्योरी में नहीं है, प्रैक्टिकल में। तो उसने बोला कैंसिल कर दो एज द टेनर ऑफ द बिल हैज़ चेंज्ड। हो सकता है सामने वाले कस्टमर ने उस पार्टी को बोला होगा कि भैया 2-3 महीने बाद ही मैं आपको पैसा दूंगा। तो एक्सपोर्टर आया, बोला अभी पता नहीं कब पैसे आएंगे, आप ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो कस्टमर ने एक्सपोर्टर ने बैंक के साथ करा था, ये वाला ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, इसे कैंसिल कर दो, ठीक है। एक्सपोर्टर सॉट फॉर कैंसलेशन। नाउ उस दिन क्या हुआ, सिंगापुर मार्केट, स्विस फ्रैंक वेर कोटेड अगेंस्ट डॉलर एज अंडर, सिंगापुर मार्केट से, ठीक है। तो अब ये वाले रेट्स दिए हुए थे सिंगापुर मार्केट से। अब आपका प्रॉब्लम यह है कि आपके पास स्विस फ्रैंक और रुपीस का डायरेक्ट रेट नहीं है, यहाँ पे आपको क्रॉस रेट निकालना पड़ेगा। तो सिंगापुर मार्केट में डॉलर और स्विस फ्रैंक का था, और इंटरबैंक मार्केट में यूएस डॉलर का था रुपीस के साथ में, ठीक है। सो ये था अप्रैल, ये मई, ये जून। अप्रैल मई का क्या ज़रूरत नहीं है, वैसे तो हमें अप्रैल की ज़रूरत है। स्पॉट अप्रैल का मतलब है सर वो फॉरवर्ड रेट है, ये स्पॉट पे मत जाना। अप्रैल का स्पॉट आज अगर दिया है तो वो फॉरवर्ड ही मानेंगे, फॉरवर्ड फॉर अप्रैल, फॉरवर्ड फॉर मई, फॉरवर्ड फॉर जून। ये भी है अप्रैल, मई और जून, ठीक है। हम अभी मार्च में खड़े हैं सर, ये चीज़ ध्यान देना। उसने बोला था मार्च को, उसने बोला कि कैंसिल करना है, तो स्पॉट रेट यानी मार्च के रेट, ठीक है। आगे, और आपको बिड आस्क दोनों दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द कैंसिलेशन चार्जेस पेबल बाय द कस्टमर इफ एक्सचेंज मार्जिन रिक्वायर्ड बाय बैंक इज 0.10% ऑन बाइंग एंड सेलिंग। हमने एक्सचेंज मार्जिन के बारे में कुछ पढ़ा था, बिड और आस्क। बिड में मार्जिन माइनस होता है, आस्क में मार्जिन ऐड होता है। इसका रीज़न भी हमने देखा था पुराने क्वेश्चंस में, मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि दोनों केस में मार्जिन बैंक रखती है, बिड वाला अमाउंट में बैंक देती है, आस्क वाला लेती है, ये वाला भी लेती है, तो दोनों इसलिए ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे एक लेती है, एक देती है, सॉरी एक रखती है और एक दूसरा देती है, तो फिर वो माइनस हुआ। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब आपको रेट निकालना है क्या, कैंसलेशन के चार्जेस जो कस्टमर पे करेगा। सिंपल सी बात है, कस्टमर को अगर कैंसिल करना है तो कौन सा रेट अप्लीकेबल होगा, क्या ट्रांजैक्शन लेना चाहिए। बैंक के एंगल से देखो, बैंक ने फॉरवर्ड बाय करा था, ठीक है। अब बैंक पहले तो उसे सेल करेगी, समझो, बाय को तो सेल करके ही क्लोज करेगी कस्टमर के साथ में, यानी एक्सपोर्टर के साथ में। और दूसरा, आज से ठीक 1 महीना और बाकी है इस कॉन्ट्रैक्ट की ड्यू डेट आने के लिए, इसलिए उतने ही टाइम का 1 मंथ फॉरवर्ड का भी हम सेल लेंगे। अब देखना, आज अगर खड़े होके इस कॉन्ट्रैक्ट को देखोगे और इस कॉन्ट्रैक्ट को देखोगे तो दोनों की ड्यू डेट सेम आएगी। सो हमें कौन सा ट्रांजेक्शन लेने की जरूरत है, बैंक को 1 मंथ फॉरवर्ड सेल। ये हम बैंक के एंगल से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, 1 मंथ फॉरवर्ड सेल, ठीक है। अब बैंक सेल करेगी तो आस्क रेट लगाएगी, बैंक सेल करेगी तो आस्क रेट लगाएगी, है कि नहीं। अगर कस्टमर खरीदेगा तो बैंक बेचेगी, और बैंक बेचेगी तो आस्क रेट लगाएगी। तो हमें कौन सा रेट चाहिए, पहले तो ये निकालो यहाँ पे, आस्क रेट यानी कि आस्क ऑफ रुपीज़ पर डॉलर, ऐसा लिख लूँ, रुपीज़ पर स्विस फ्रैंक। तो क्रॉस रेट बनाने की ज़रूरत है। हम पहले इक्वेशन बनाएंगे, आस्क ऑफ रुपीज़ पर डॉलर यूएस इनटू आस्क ऑफ डॉलर पर सीएचएफ, ठीक है। और ये होना हमको 1 मंथ के बाद का। अब देखो, आस्क ऑफ रुपीज़ पर डॉलर तो आपको दिया हुआ है, ये रेट ले लूँ मैं, गलत रहेगा क्या बताओ। अप्रैल में ही ड्यू हो रहा है, 1 महीने बाद का है, और आस्क ही है, रुपीज़ पर डॉलर ही है, तो ये क्या आएगा, 49.4200, देख रहे हो, 49.4200। तो मैंने ये तो ले लिया 49.42 इंटू, अब देखो आपको डॉलर पर सीएचएफ का चाहिए रेट, पर यहाँ दिया हुआ है सीएचएफ यानी कि स्विस फ्रैंक पर डॉलर, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इशू आ गया यहाँ पे। तो अब हम इसको कर देंगे 1/बिड ऑफ, ये भी हमने पहले देखा था करना। तो देखो, बेसिक्स नहीं सीखते थे और डायरेक्ट इस पे आओगे तो यही दिक्कत हो जाएगी। ये आपको लॉजिक पता होना चाहिए, बेसिक्स में हमने सीखा स्टार्टिंग के फॉरेक्स में, कि जब भी आप डायरेक्ट के इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तो आस्क बिड बन जाता है, बिड आस्क बन जाता है। ले लिया, अब आप रेट रख दो, तो आपका आ जाएगा 49.42 डिवाइडेड बाय बिड ऑफ CHF। 1 महीने बाद का लोगे ना फॉरवर्ड, 1 मंथ फॉरवर्ड, 1 महीने बाद का चाहिए, 1.5160, सॉरी बिड लेना है अब तो 1.5150, 1.5150। ये तो बैंक टू बैंक रेट हो गया सर, मेरी बैंक दूसरे बैंक के साथ क्या डील करेगी। तो ये रेट बन गया 32.6204, है ना, 05 ले लो। ये हो गया आस्क। इसमें बैंक अपना मार्जिन ऐड करेगी, क्योंकि ये पैसा भी कस्टमर से आना है, मार्जिन भी कस्टमर से आना है, तो बैंक मार्जिन ऐड करेगी। कितना मार्जिन था, 0.10%, लो 32.6205 पे 0.10% लगाओगे, 4 डेसिमल में वो आता है, थोड़ा पहले मेरी बात सुन लेना, फिर हम क्वेश्चन पे भी जाएंगे, क्वेश्चन के आंसर पे। आई होप अगर आप आंसर देख रहे होंगे तो आपको आइडिया आ रहा होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, वो मैं डिस्कस कर लूँगा। 0.0326 आप इस चीज़ को ऐड करो, सो आंसर आएगा 32.6531, ठीक है। अब जब भी आपका फाइनल आंसर आता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, एक चीज़ दिमाग लगाओ कि जब भी कस्टमर को रेट लगाना होता है, मर्चेंट को, बैंक जब मर्चेंट को रेट लगाएगी तो उसको राउंड ऑफ करती है मोस्टली 0.0025 के नियरेस्ट में। 25 यानी कि 25 में और 25 ऐड करोगे 50, 70 और फिर राउंड ऑफ 75 और फिर पूरा 100। 25 जो पॉइंट्स होते हैं आपके, हम उसको पिप्स बोल सकते हैं, उसके नियरेस्ट आपको राउंड ऑफ करना है। तो ये नियरेस्ट इसमें कौन सा आएगा, 50 की तरफ आएगा या 25 की तरफ आएगा। 31 इज़ क्लोजर टू 25 ना, तो वो राउंड ऑफ होगा 32.6525 की तरफ, ठीक है। ये हो गया आपका रेट जो आप कस्टमर को लगाओगे। अब
पहले तो कस्टमर से आप खरीदने वाले थे 32.40 में, ठीक है, और अब आप बेच रहे हो 32.6525 में, 32.40 में खरीद रहे थे तो ये पैसा बैंक दे रही थी, और अब बेच रहे हैं तो ये पैसा बैंक ले रही है। बैंक का फ़ायदा है उसमें कैंसिलेशन में, तो पे कौन करेगा? कस्टमर करेगा। अब मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ और इंस्टीट्यूट के आंसर पे चलते हैं और देखते हैं कि वेरिएशन क्यों आ रहा है। अब देखोगे आप यहाँ पे तो बैंक ने क्या करा, इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, आपका स्पॉट सेलिंग रेट लिया 49.4455, हमने भी स्पॉट रेट ही लिया था ये वाला, ठीक है, इंस्टीट्यूट ने ये लिया और उसके अंदर इस सारे पॉइंट्स को उन्होंने स्वैप पॉइंट्स माना है, तो वो पॉइंट्स उन्होंने ऐड और लेस करें। मेरा मानना यहाँ पे थोड़ा सा है कि ऑब्वियसली 90% ऑफ द टाइम हम उसे स्वैप पॉइंट्स ही मानते हैं, पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्वैप पॉइंट्स मानना गलत हो जाता है। रीज़न बीइंग, पहले तो देखो उसके पहले वाले जो आपको रेट्स दिए थे वो पूरे रेट थे, वो कोई स्वैप पॉइंट नहीं थे। 1.5150 1 मंथ फॉरवर्ड 2 मंथ्स फॉरवर्ड क्लियरली मेंशन्ड भी है और रेट्स भी दिए हुए। दूसरे वाले जो रेट्स है दीज आर क्लोजर टू योर डेसिमल्स ना, ये भी 4302 है और ये 42 है, इतना तो स्वैप पॉइंट्स ऐड और लेस नहीं होता जनरली। सो हम उसको यही मान के चलते हैं, नेचुरल टेंडेंसी यहाँ पे रैंडम जो या एक रैशनल पर्सन जो प्रेडिक्ट करेगा वो यही होगा कि 49 के बाद के ये सारे पॉइंट्स हैं। सो 49.42 मानना इज़ मोर अप्रोप्रिएट देन इसको लेके ये स्वैप पॉइंट्स मान के ऐड और लेस करना इस क्वेश्चन में। सो मैंने आपके साथ वही करा, यहाँ पे हमने डायरेक्ट 49.42 ले लिया था, स्वैप पॉइंट्स के साथ ऐड नहीं करा था। सर अब एग्ज़ाम में क्या करना है? एग्ज़ाम में कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे इंक्लिनेशन मोर टुवर्ड्स डायरेक्ट फॉरवर्ड रेट है ये निकलना है, तो आप लो और नोट दो। नोट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या अज्यूम कर रहे हो, अदरवाइज आपके मार्क्स ज़रूर कटेंगे। अब आपको यहाँ पे तो दे दिया, आप बोलोगे सर उतना रिस्क लेने से अच्छा जो इंस्टीट्यूट ने करा है वो करते हैं, बिल्कुल करो, पर आपको समझ कैसा आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो एग्जैक्ट ऐसा तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। आगे आप देखोगे और जब यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ भी है, आप किसी किसी का व्यू है कि स्पॉट और अप्रैल अगर ऐसा लिखा है तो उसे स्वैप पॉइंट्स ही मानना चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आगे कुछ क्वेश्चन में ऐसा स्पॉट और अप्रैल या मंथ्स लिखे आएंगे, वहाँ पे डायरेक्ट रेट भी दिया हुआ है और डायरेक्ट रेट ही लिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने, वहाँ स्वैप पॉइंट्स नहीं माना है। सो यहाँ पे ये स्वैप पॉइंट्स है, ये प्रूव कर पाना डिफ़िकल्ट है, ठीक है, और इंक्लिनेशन मोर टुवर्ड्स फॉरवर्ड रेट है तो हमने वो लिया। अब इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलते हैं, उन्होंने इसको स्वैप पॉइंट माना, उसका भी नोट दो। अगर आपको डाउट आ रहा है कि वो क्लियर नहीं है तो नोट दो। चलो, तो अब हम स्वैप पॉइंट अगर मानते हैं तो ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में है ना, तो पॉइंट्स को ऐड करेंगे। ये देखो हमने ऐड करा, स्पॉट के आस्क में ऐड करोगे तो ये ऐड कर लिया 49.8655। अब सवाल दूसरा आता है एक्सचेंज मार्जिन का, तो इंडियन करेंसी जहाँ थी वहाँ पे मार्जिन ऐड हुआ है, यहाँ पे मार्जिन ऐड नहीं हुआ, ऐसा आपका सोचना है, ठीक है। तो आपका सवाल उठता है कि ऐसा क्यों। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे मार्जिन ऐड नहीं करने के बाद में आखिरी में भी करोगे तो भी आपका रेट सेम ही आता है, सेम ही आएगा, आप करके देख लेना, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं अगर करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे रेट है अपना 49.8655, ठीक है, डिवाइडेड बाय, मैं एक काम करता हूँ 1.5150 ले लेता हूँ, बिना मार्जिन के ले लिया मैंने। सो वो आता है 32.9145, इसमें मैं 0.10% ऐड कर देता हूँ, वो आता है 32.9474। ये देखो आया। तो मार्जिन एक ही बार यहाँ ऐड करना और इसमें नहीं करना ऐसा नहीं है, आप नेट अमाउंट में भी मार्जिन ऐड करोगे तो वो आपका एग्जैक्ट सेम रेट ही आता है, ठीक है। सो अब 74 आया तो राउंड ऑफ नियरेस्ट क्या करा सर, 75 करा। हमारे पास में तीन चार चीज़ें होती है, 0.0025, 0.0050, 0.0075 और उसके बाद ये 0100 ऐसा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये बन गया आपका सेलिंग रेट, ये बन गया सर आपका बाइंग रेट, वापस से लिख लिया है इन्होंने तो हम भी वैसे ही कर लेते हैं।
ये आपका बन गया बाइंग रेट, ये बन गया सेलिंग रेट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज बैंक का प्रॉफिट, है ना। बैंक का प्रॉफिट यानी कि कस्टमर का नुकसान होना चाहिए, तो कस्टमर का नुकसान है यानी कि उसको पेबल आएगा 1,00,000 पे 0.5475, कहानी ख़त्म। अल्टीमेटली आपने क्या करा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था पर पहला था इसलिए हमने थोड़ा टाइम लिया। बैंक ने यहाँ पे फॉरवर्ड बाय करा था बैंक के एंगल से, और इस पॉइंट पे कैंसिल करना था तो बैंक ने फॉरवर्ड सेल करा, ठीक है। दोनों की ड्यू डेट इस तरह से सेल करा कि दोनों की ड्यू डेट एक ही आए और दोनों के बीच का डिफरेंस सेटल कर लिया, इतना कस्टमर ने देना बनता है। उल्टा आता, बाय रेट ज़्यादा होता तो कस्टमर को उतना मिलता क्योंकि बैंक का लॉस होना चाहिए उसके अंदर में, ऐसा आ रहा था, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर बिफोर ड्यू डेट कैंसिल होता है, ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ये वाला, बिफोर ड्यू डेट कैंसिल होता है तो क्या करना चाहिए। अब हम ऑन ड्यू डेट वाला भी एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 35 काफ़ी आसान है। ऑन 15th January 2015 यू एज अ बैंकर बुक्ड अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान देना यू एज अ बैंकर, तो बैंक के एंगल से ही देखना है। बुक्ड अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर $25,000 फॉर योर इम्पोर्ट कस्टमर, कस्टमर इम्पोर्ट कर रहा है, थोड़ा सा सोचो यहाँ पे रुक के। कस्टमर इंपोर्ट कर रहा है यानी कस्टमर को फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है एक फ्यूचर डेट पे, वो आके किससे खरीदेगा, हमसे, तो हम बेचेंगे। क्लियर होना चाहिए कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट सेल का है कि बाय का है। इंपोर्टर है वो हमसे खरीदेगा तो हम उसे बेचेंगे। तो हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ऑन ड्यू डेट अब क्या है, ड्यू डेट पे आके कस्टमर रिक्वेस्ट करता है कि कैंसिल कर दो कॉन्ट्रैक्ट को। अब बताओ ये ड्यू डेट आ गई है, यहाँ पे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड सेल का आज ड्यू हो रहा है, इसे कैंसिल बैंक कैसे करेगी। बहुत सिंपल, ध्यान देना। सबसे पहले तो अपोजिट ट्रांजैक्शन ले लो यानी कि बैंक बाय करेगी, उसके बाद ड्यू डेट आज की ही होनी चाहिए तो वो हो गया स्पॉट बाय, क्योंकि फॉरवर्ड बाय में तो आगे की ड्यू डेट आ जाएगी। स्पॉट बाय, स्पॉट में बैंक बाय करेगी यानी कि बाय बिड रेट लगाएगी, बैंक के एंगल से बाय करना है तो बिड रेट हो गया। अब स्पॉट में बाय करने वाला रेट तो बैंक का यही है। अच्छा, इसके बाद कुछ मार्जिन है क्या, देख लो। हाँ, ऑन दिस डेट द कोटेशन फॉर डॉलर इन इंटर बैंक मार्केट, क्लियरली लिखा है इंटर बैंक मार्केट है, इसका मतलब हमारी बैंक पहले तो किसी और बैंक के साथ डील करेगी, उसमें मार्जिन एडजस्ट करके मर्चेंट को रेट लगाएगी यानी कि इंपोर्टर। मैं यहाँ पे आपको वापस से बता देता हूँ। अच्छा, हमारे फॉर्मूला बुक में था ना, वहीं से आपको क्लियर करता हूँ, रुको। क्या है, आपने वापस फॉर्मूला बुक तो पढ़नी ही है ना आगे जाके। ये देखो, जब भी इंटर बैंक रेट होते हैं वो बैंक टू बैंक रेट होते हैं, ठीक है। उसमें जब प्लस और माइनस बैंक का मार्जिन किया जाता है तब वो रेट अप्लीकेबल होते हैं मर्चेंट को। मर्चेंट कौन सर, आपका इंपोर्टर या एक्सपोर्टर। तो उसको रेट लगाने के पहले अपना उसमें फ़ायदा और नुकसान ऐड करना, लेस करना ज़रूरी है। और मैंने ये तो बताया था कि बिड रेट है तो मार्जिन माइनस होगा, आस्क रेट है तो मार्जिन ऐड होगा। बिड और आस्क रेट इंटर बैंक का यानी कि बैंक टू बैंक, मैं दूसरे बैंक से क्या रेट पे खरीदूंगा बेचूंगा, उसमें मार्जिन ऐड करके फिर मैं कस्टमर के साथ क्या खरीदूंगा बेचूंगा, ठीक है। आ जाओ, हो गया 65.29 आ गया। उसके बाद अज्यूमिंग कि फ्लैट चार्जेस फॉर कैंसलेशन, जो चार्जेस लगा रहे हैं वो 100 रुपीज़ लगाना है। एक्सचेंज मार्जिन 0.10 का है, ऐड करोगे लेस करोगे, सर मैं लेस करूंगा क्योंकि मैं बिड रेट उठा रहा हूँ यहाँ से। 65.29 में लेस करेंगे 0.10, आ जाओ 65.29 का रेट लिया। पहले तो क्लियर हो गया ना कि स्पॉट का बाइंग रेट होना, क्यों सर, क्योंकि मेरा फॉरवर्ड सेल था, बैंक पहले बेचने वाली थी अब वापस खरीदेगी, ऐसा ट्रांजेक्शन कर रही है, फिजिकल डिलीवरी नहीं होगी, अब वो कैंसिल हो जाएगा। एक्सचेंज मार्जिन देखो लेस करा है क्योंकि ये बिड रेट है, ठीक है। आ गया आपका 65.2247, दिस इज नियरेस्ट टू 65.2250, राउंड ऑफ करना ना भूले। अब ये रेट पे बैंक बाय करेगी, थोड़ा ध्यान देना, क्या बाय कर रही है, डॉलर ही है ना, देख लेता हूँ, यूएस डॉलर, ठीक है। तो ये रेट पे बैंक बाय करेगी और ये रेट पे बैंक सेल करेगी, इसमें बैंक का फ़ायदा नज़र आ रहा है आपको, है ना।
बैंक का फ़ायदा नज़र आ रहा है। सो नेट अमाउंट पेबल आ रहा है किसके द्वारा? कस्टमर द्वारा। बैंक को फ़ायदा कैंसलेशन पे होना चाहिए, तो कौन पे करेगा? वो कस्टमर। तो कस्टमर का नुकसान, बैंक का फ़ायदा। कस्टमर के लिए पेबल आएगा। कस्टमर शुड पे दिस मच ऑफ द अमाउंट ऑन एवरी डॉलर। टोटल डॉलर थे 2.5 लाख के, 2.5 लाख पे 0.12 लगाओ, और याद रखना फ्लैट चार्जेस 100 के ऐड करना है जो कस्टमर से रिकवर करना है कैंसलेशन के। सो इतना टोटल हो गया। दिस इज कैंसलेशन ऑन ड्यू डेट। आपने देखा बिफोर ड्यू डेट में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ रहा था कैंसिल करने के लिए, और ड्यू डेट पे स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ रहा है। ठीक है, अब हम सर हमारे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आपको मैंने कैंसलेशन समझा दिया, ठीक है। कैंसलेशन यानी कि ये दो चीज़ें कौन कौन सी हमारी हो गई है, मार्क करते हैं। चलो, हमारा ये हो गया ड्यू डेट पे डिलीवरी। बहुत आसान था, इसके पहले भी आपने बहुत क्वेश्चंस कर रखे थे इसके। हमने सबसे पहले ये लिया अभी बिफोर ड्यू डेट का, और अभी हमने ड्यू डेट पे डिलीवरी का भी, कैंसलेशन का भी ले लिया। अब हमारा चौथा नंबर शुरू होगा सर, ये ड्यू डेट पे एक्सटेंड करना है तो क्या। चौथा और पांचवा हम साथ में लेते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने सेम कलर कर रखा है। ड्यू डेट पे या उसके पहले एक्सटेंड करना है तो क्या। आ जाओ सर, ये रहा, ये जो मैंने क्रॉस कर रखा है ना, 3 क्रॉस दिख रहे हैं, सेकंड, थर्ड और 8 नंबर पे। तो ये क्रॉस करना मतलब कैंसिल करना हो गया, ठीक है। अब मैं एक्सटेंड करने की बात करता हूँ। एक्सटेंड यानी कि देखो ये वाली जो मार्किंग करी है, ये एक्सटेंशन की मार्किंग है, ऐसा नोट कर रहा है। सो आप इसमें देखोगे कि ड्यू डेट पे एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ ड्यू डेट के पहले एक्सटेंड हो रहा है, और ये तो ड्यू डेट के बाद का है। ये हम आखिरी में देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो सबसे पहले चौथा और पांचवा डिस्कस करते हैं सर। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसे पहले करो कैंसिल, ठीक है। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को करो कैंसिल, और उसके बाद नया कॉन्ट्रैक्ट लो एक्सटेंड करने वाला। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। लेट्स से आपका फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट था जो यहाँ पे ड्यू हो रहा है, और आप ड्यू डेट पे ही खड़े हो, तो सबसे पहले तो उसे करो कैंसिल। जैसे हमने पिछले वाले पार्ट में सीखा, कैंसिलेशन में क्या लोगे सर? स्पॉट का सेल है तो हम लेंगे बाय, सेल है तो बाय ले लिया, और ड्यू डेट आज की ही होनी चाहिए तो स्पॉट बाय कर दिया, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, पुराना कॉन्ट्रैक्ट हो गया कैंसिल। अब सर नया कॉन्ट्रैक्ट लो। यहाँ पे पहले सेल ही कर रहे थे, अब भी सेल करेंगे। अब यहाँ से कितने महीने आगे बढ़ाना है? 1 महीना, तो आप लोगे 1 मंथ फॉरवर्ड सेल। नया कॉन्ट्रैक्ट लिया क्योंकि नए रेट है यहाँ पे। ये भी था आपका 3 मंथ का फॉरवर्ड सेल क्योंकि उस दिन 3 महीने बाकी थे। अब मुझे 1 महीने बाद का ही चाहिए, तो अब कैंसलेशन चार्जेस इन दोनों के बीच का डिफरेंस रहेगा, प्लस ये रेट अप्लीकेबल हो जाएगा। सो एक्सटेंशन वाले केस में भी आपको कैंसिल ही करना है पुराना कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने पर्टिकुलर टाइप ऑफ कार खरीद ली है और आपको उसी का दूसरा मॉडल चाहिए, तो सबसे पहले ये कार बेचनी पड़ेगी ना सर, वापस कैंसिल करनी पड़ेगी। बाय करी है आपने, लेट्स से एग्जांपल के लिए मैं मारुति ले लेता हूँ। मारुति की सियाज मैंने खरीद ली है, अब मुझे चाहिए बलेनो, है तो सियाज को बलेनो के साथ ऐसा एक्सचेंज नहीं कर सकता। सियाज खरीदी, सियाज बेच दिया, कहानी ख़त्म। अब बलेनो अलग से खरीद लो। ये है सर एक्सटेंशन। स्पॉट पे कर रहे हो तो स्पॉट के साथ कैंसिल करोगे, ड्यू डेट के पहले कर रहे हो तो ड्यू डेट के बाद, मतलब ड्यू डेट के पहले कर रहे हो तो वहाँ से लेके ड्यू डेट तक एक्सपायर होने वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए इसमें भी ले लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे था आपका 3 महीने का फॉरवर्ड सेल, वो ड्यू हो रहा है यहाँ पे, मान लिया, ठीक है। अब लेकिन कैंसिल आपको यहीं पे करना है। कैंसिल भी नहीं सर, एक्सटेंड कराना है। तो एक्सटेंशन के अंदर कैंसिलेशन छुपा हुआ है कि पहले पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। अब पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है तो वो था सेल, तो मैंने ले लिया बाय, और वो हो रहा है आज से ठीक 1 महीने बाद, तो मैंने ले लिया फॉरवर्ड बाय 1 मंथ का। इससे मैं पुराना कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा कैंसिल, ठीक है। अब मुझे नया कॉन्ट्रैक्ट करना है और आज से ठीक 2 महीने बाद मैंने डिलीवरी लेनी देनी है, तो मैं यहाँ पे लूँगा 2 महीने का फॉरवर्ड सेल। देखो वापस वही कॉन्ट्रैक्ट लिया है मैंने, बस नई डिलीवरी है, नई ड्यू डेट है तो नई ड्यू डेट का ले लिया। देखा, यहाँ पे जब थे तब यही कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कैंसिल हो रहा था, तो हमने करा था स्पॉट बाय, और यहाँ से 1 मंथ फॉरवर्ड सेल। अब आप देखो कैसे फ़र्क पड़ रहा है। ड्यू डेट कैंसिल करने वाले कॉन्ट्रैक्ट की सेम होनी चाहिए, बाकी नया कॉन्ट्रैक्ट ले लो, दैट्स योर एक्सटेंशन। आओ एक क्वेश्चन करेंगे, या फिर यहाँ कुछ लिखा होगा तो पहले वो पढ़ लेते हैं।
थिंग्स टू रिमेंबर एक्सटेंशन के केस में। पहले तो कैंसिल करो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो भी पोजीशन होगी उसकी अपोजिट पोजीशन ले लो, इससे कैंसिल होता है। और याद रखना कि एक्सपायरी सेम होनी चाहिए। ये सब हमने कैंसलेशन में सीखा था, यही 2 पॉइंट थे सर कैंसलेशन के, तो वो कर दो। उसके बाद नया कॉन्ट्रैक्ट ले लो फॉर द न्यू एक्सपायरी डेट या न्यू ड्यू डेट ले लो, कहानी खत्म। अब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, ऐसा थोड़ी होता है कॉन्सेप्ट पढ़ के चले जाओ। देखो, एक इंपोर्टर है तो आप बात समझ लो क्या हुआ होगा। इंपोर्टर खरीदना चाहता है फॉरेन करेंसी, हम बैंक है, हम बेचना चाहते, तो हमने फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट करा होगा उसके साथ में, ठीक है। और वो आता है और वो बोलता है वो एक्सटेंड करना चाहता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर $20,000। तो आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या था पहले तो ये देखो, ओरिजिनल बैंक के एंगल से था फॉरवर्ड सेल, ठीक है। अब वो एक्सटेंड करा रहा है तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो हमें कैंसिल करना पड़ेगा। एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमें बाय करना पड़ेगा, पर अब वो कब कैंसिल कराना चाह रहा है, एक्सटेंड कराना चाह रहा है, ड्यू डेट पे या उससे पहले, ये हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। विच इज़ ड्यू फॉर मैच्योरिटी ऑन 30 अक्टूबर 2010 फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months। वो 3 महीने के लिए, ये है ड्यू डेट, यहाँ से 3 महीने के लिए वो एक्सटेंड कराना चाह रहा है। He agrees to pay the required margin money for such extension। Contracted rate था 42.32। 42.32 पे आप उसे हर $1 बेच देते थे, पर अब कैंसिल हो रहा है पुराना। अब देखो आपको जो रेट दिए वो 30 अक्टूबर के ही दिए हुए हैं, और 30 अक्टूबर को ही पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ड्यू हो रहा है, यानी कि हम ऑन ड्यू डेट खड़े हैं सर। फॉरवर्ड सेल को कैंसिल करना है सर, सेल का बाय तो समझ आ गया सर, अब हम लेंगे स्पॉट, क्योंकि उसकी भी ड्यू डेट जो है सेम होनी चाहिए। तो हम बैंक स्पॉट में उसके साथ बाय करके कॉन्ट्रैक्ट को कर देगा कैंसिल सबसे पहले, तो फिर नया कॉन्ट्रैक्ट लेगा, और आज से ठीक 3 महीने बाद है तो 3 महीने का फॉरवर्ड सेल करेगा बैंक उसके साथ में, ठीक है। ध्यान देना, स्पॉट रेट दिया है, 3 महीने का प्रीमियम भी दिया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, परसेंटेज में। मार्जिन मनी फॉर बाइंग एंड सेलिंग रेट इज 0.075 और 0.20। बिड में ये माइनस करोगे, आस्क में ये ऐड करोगे, अलग अलग। द कॉस्ट टू द इंपोर्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए इंपोर्टर को क्या कॉस्ट पड़ रही है और नया रेट क्या लग रहा है, ये आपको बताना है। सबसे पहले तो हम कैंसिल करते हैं। कैसे करना है, आज ही ये ड्यू हो रहा है, आज ही स्पॉट में बाय करने का रेट दे दो उसको। बैंक के एंगल से स्पॉट बाय का रेट जा रहा है तो ये रेट जाएगा सर 41.52। मार्जिन एडजस्ट करके 0.075 का मार्जिन हम माइनस कर देंगे, ध्यान देना। बिड रेट लगा, मानते हो इस बात को, स्पॉट का बाय। असली काम ना रेट लेना है सर, यहाँ वैल्यूज रखना नहीं। उसके बाद अपना मार्जिन देखो, बिड में है तो माइनस करा, आपका माइनस हो गया, इतना आया, राउंड ऑफ कर लिया आपने नियरेस्ट में, तो वो नियरेस्ट जो गया वो 0.0075 आता या 0.0100 आता, तो उन्होंने आगे कर लिया, है ना, क्योंकि 11 पॉइंट ही बचा है आगे ढकेलने के लिए। हो गया 41.47 का रेट लग रहा है सर, ठीक है। सो अब 41.47 पे आप स्पॉट में बाय कर ले रहे हो कस्टमर से, और आपने इस पे फॉरवर्ड सेल कर दिया था, तो सेलिंग रेट आपका ज़्यादा आ रहा है ना, बेचने का रेट ज़्यादा, यानी बैंक को फ़ायदा होना चाहिए, कस्टमर को नुकसान होना चाहिए। तो जो डिफरेंस आ रहा है इट इज़ इन द फेवर ऑफ बैंक, बैंक के फेवर में है, तो कस्टमर के लिए क्या हो गई, वो कॉस्ट हो गई, तो वो पे कौन करेगा, इंपोर्टर पे करेगा, दोनों के बीच का डिफरेंस। ये 17,000 रुपये आ रहा है, आप डायरेक्ट इसको डिफरेंस लेके भी टोटल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 कितना पॉइंट्स का आ रहा है, 0.47 माइनस 0.32 कितने डॉलर है, $20,000। 0.85 का डिफरेंस आ रहा है, इंटू 20,000 करोगे तो वो 17,000 रुपये कस्टमर देगा बैंक को। दिस इज द कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन। एक तरह से कैंसिल करा दिया, अब कैंसिल करा दिया तो ये दोनों तो हो गए सेटल। अब हमें नया कॉन्ट्रैक्ट लेना है, 3 महीने का फॉरवर्ड सेल, सब कुछ बैंक के एंगल से, तो 3 महीने का फॉरवर्ड सेल लेंगे सर। कौन सा रेट उठाओगे, सेल है तो आस्क रेट उठाओगे 41.52। सो स्पॉट रेट उठाया आपने 41.52, आस्क है तो ऐड करोगे प्रीमियम 0.93% का, सॉरी
ये तो स्वैप पॉइंट्स वाले हैं ना, ये तो ऐड ही होगा सिर्फ आपका, ये थोड़ी लेस होता है। स्पॉट में आपने प्रीमियम ऐड करा, ये 3 महीने का फॉरवर्ड आस्क आ गया, इसमें आप मार्जिन ऐड ही करोगे क्योंकि आस्क है, ठीक है। ये मैं अगले वाले पार्ट पे दिखाता हूँ। 41.52 लिया आपने आस्क, प्रीमियम ऐड करा, अब ये भी आस्क ही है तो मार्जिन ऐड करा। अगर यही चीज़ बिड की होती तो थोड़ा ध्यान देना, कन्फ्यूजन बढ़ता है इसलिए, अगर यही चीज़ बिड की होती तो स्पॉट रेट लेते और प्रीमियम ऐड ही करते सर उसमें। फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए प्रीमियम है तो ऐड ही करोगे, डिस्काउंट है तो माइनस करोगे, और ये आप डिडक्ट करते मार्जिन, क्योंकि ये बिड रेट है, बिड में से मार्जिन माइनस ही होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37। अभी अभी आपने क्या देखा, एक्सटेंशन देखा आपने ड्यू डेट पे। अब हम देखेंगे बिफोर ड्यू डेट पे एक्सटेंशन करना है तो क्या, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी आपने करा एग्जैक्ट सब कुछ वैसा ही होगा, सिर्फ कैंसिल करने के लिए जो स्पॉट में बाय करा था, अब आप पहले ही डेट पे ये फाइनल कर लोगे कि हमें कैंसिल करना है, तो आप स्पॉट की जगह फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लोगे, दैट्स इट। ये देखो क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, राउंड ऑफ करना ना भूले। हॉट वाटर। सपोज यू एज अ बैंकर एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट। आप बैंकर हो, आपने बाय करा, तो आपका जो है वो फॉरवर्ड बाय का कॉन्ट्रैक्ट है। इसे अगर ड्यू डेट पे कैंसिल करना है तो स्पॉट सेल, और अगर बिफोर ड्यू डेट पे कैंसिल करना है तो फॉरवर्ड सेल। कहानी खत्म, ठीक है। आगे देखो, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया $50,000 आप 5 मार्च को विथ एन एक्सपोर्ट कस्टमर फॉर 3 months एट अ रेट ऑफ 59.60। 59.60 पे बैंक हर $1 खरीद लेगी, ठीक है। ऑन द सेम डे यू ऑल्सो कवर्ड योर सेल्फ इन द मार्केट। अब आपने भी अपने मार्केट में खुद को कवर कर लिया, तो आपने क्या करा, फॉरवर्ड सेल कर लिया दूसरे बैंक के साथ में, एक्सपोर्टर या कस्टमर के साथ नहीं। तो आपने कवर करा खुद को 60.6025 में कि आप कस्टमर से खरीदोगे 59.60 में और हायर रेट पे दूसरे बैंक को दे दोगे, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसे आपने कर लिया था। हाउएवर ऑन 5th May योर कस्टमर कम्स टू यू। 5th May को आता है, 5 मार्च को 3 महीने के लिए करा था ना उसने कॉन्ट्रैक्ट, तो हम यहाँ पे पहले टाइमलाइन बना लेते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। अब वो कब आया हमारे पास में, 5 मई को आया, यानी कि ठीक 1 महीने पहले ड्यू डेट के। और क्या बोलता है, कम टू यू एंड रिक्वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू 5th July। तो वो 1 महीने के लिए और एक्सटेंशन चाह रहा है यहाँ से, ये हो गया जुलाई। तो अब देखो, जिस दिन वो एक्सटेंशन मांग रहा है वहां से 2 महीना बाकी है ना। वो 1 महीने का एक्सटेंशन मांग रहा है ड्यू डेट से, पर आज से तो ठीक 2 महीना बाकी है, तो नया जो रेट लोगे वो 2 महीने का फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है। ऑन दिस डेट कोटेशंस आर गिवन इन द यूएस मार्केट एज फॉलोज। अब ये यूएस मार्केट के रेट दिए हुए हैं, ये चल रहा है मई, उसके बाद जून और जुलाई। अब आप देखो यहाँ पे स्पॉट लिखा है पर पूरा रेट दिया आगे में। अज्यूमिंग अ मार्जिन ऑफ 0.10% ऑन बाइंग में डिडक्ट होता है, सेलिंग में ऐड होता है। डिटरमाइन करो एक्सटेंशन चार्जेस पेबल बाय द कस्टमर एंड द न्यू रेट। बहुत सिंपल, दिस इज अर्ली एक्सटेंशन। अब आप बताओ, आपकी ड्यू डेट जो थी उस पर आपका फॉरवर्ड बाय था, है ना। इस डेट पे सबसे पहले तो कैंसिल करने के लिए हम सेल करेंगे, अपोजिट लेंगे और 1 महीने का फॉरवर्ड लेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ से ठीक 1 महीना बाकी है ड्यू डेट पे।
इस तरीके से सबसे पहले हम कैंसिल करते हैं 1 मंथ फॉरवर्ड सेल यानी बैंक की तरफ से आस्क रेट। सो 1 मंथ पे आ गया और फॉरवर्ड सेल का रेट ये हो गया, सही लिखा है। सो दैट इज गोइंग टू बी 59.2425। आस्क रेट लिया है तो मार्जिन तो मैं ऐड करूंगा 0.10% का, और नया रेट आ जाएगा उसको मैं राउंड ऑफ करूंगा। ये देखो हैं, कैंसिल करेंगे 1 मंथ फॉरवर्ड सेल से, क्योंकि मैंने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था फॉरवर्ड बाय, तो ये रेट ले लिया। मार्जिन देखो मैंने ऐड करा है ये रेट से, तो ये आया रेट 3017, उसको राउंड ऑफ करा 3025 पे। इस रेट पे मैंने फॉरवर्ड बाय करा था और इस रेट पे मैंने फॉरवर्ड सेल करना है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कि बैंक का बाइंग रेट ज़्यादा है, सेलिंग रेट कम है। कैंसलेशन में बैंक को नुकसान होना चाहिए और कस्टमर को फ़ायदा होना चाहिए इतने का हर डॉलर पे। टोटल आपके जो डॉलर थे उससे आप मल्टीप्लाई करोगे 50,000 से, तो जो प्रॉफिट लॉस आता है 14,875 का, ये लॉस बैंक को होना चाहिए सर। सो बेसिकली इस वाले ट्रांजेक्शन में कैंसलेशन की वजह से देयर इज अ गेन टू द कस्टमर पेबल बाय द बैंक, टोटल पेबल टू कस्टमर। सी होता है, क्या बात हो गई इसमें, कैंसिल कर लिया तो हर बार क्या बैंक का ही फायदा होगा और कस्टमर का नुकसान होगा? रेट्स कस्टमर के फेवर में है कैंसिलेशन के टाइम पे, तो उल्टा उसको फायदा ही है। अब आपका अगर गोल्ड आपने 10,000 के रेट पे खरीदा, फिर रेट 12,000 हो गया, तो आपका फायदा है। जिस दिन आप गोल्ड बेचने जाओगे ज्वेलर के पास में, तो वो देगा 2,000 रुपये का। ठीक है सर, अब नया रेट लोगे, नया रेट लोगे तो नया रेट भी तो आपको पुराने वाला ही लेना पड़ेगा फॉरवर्ड बाय का। पर कितने महीने? आज से ठीक 2 महीने बाद चाहिए ना आपको। ये रहा, यहाँ पे खड़े होके आप 1 महीना और एक्सटेंड करना चाह रहे हो, तो यहाँ से 2 महीना बाकी है, 2 महीने का फॉरवर्ड बाय जो पहले था। अब देखो 2 महीने का फॉरवर्ड बाय, तो ये आ गया 59.63, इसमें मार्जिन माइनस हो जाएगा, बिड रेट है 63 लिया, मार्जिन 0.10 माइनस करा, ये रेट आया, राउंड ऑफ करा 0.0025। ठीक है, तो ये हो गया सर आपका एक्सटेंशन बिफोर ड्यू डेट, एक्सटेंशन ऑन ड्यू डेट। ये वाला क्वेश्चन और कौन सा है देखने दो। हाँ, अब आपकी थोड़ी डिफ़िकल्टी लेवल शुरू होगी, क्योंकि हमने काफ़ी सारे पॉइंट देख लिए। क्या क्या देख लिया ये मैं मार्क कर लेता हूँ। देखो हमने ये पॉइंट देख लिया, 2 देख लिया, 3 देख लिया, 4 देख लिया, 5 देख लिया, 9 में से 5 चीज़ें हमने कवर कर ली। अब है नंबर 6वें का, यानी कि ड्यू डेट के पहले अगर डिलीवरी करते हैं तो क्या, और उसके बाद 7, 8, 9 ये हम एक साथ लेंगे। ठीक है, ये 2 सबसे डिफिकल्ट टॉपिक थे। अभी तक आपका सिर्फ बेसिक्स कवर हुआ है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का। अब डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा अर्ली डिलीवरी के केस पे। ठीक है, आओ मैं समझाता हूँ क्या क्या चीज़ें उसमें कवर करनी होगी। अर्ली डिलीवरी कैसे होगी, कहाँ है अर्ली डिलीवरी वाला, ये रहा, ये देखो, ये पॉइंट है डिलीवरी का। आप ऑनर तो कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू डेट उसकी आज है, लेकिन आप बोल रहे हो बैंक को कि 1 महीने पहले ही पैसा ले लो। ऐसे में बैंक फंस जाती है। आपको लग रहा है कि बहुत आसान है यार, जल्दी पैसा दे दे रहा, बैंक को क्या प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है। ध्यान देना आप मेरी बात पे। बैंक के साथ जब आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करा था, लेट्स से फॉरवर्ड सेल का, तो बैंक ने खुद को कवर करा फॉरवर्ड बाय, जिसकी ड्यू डेट है ये वाली। अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट जल्दी डिलीवर कर दोगे तो बैंक ये खुद को कवर जो करा था उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या करेगी ड्यू डेट पे, वो भी तो उसे क्लोज करना है। उसमें जो नुकसान अगर होगा वो भी आपसे ही रिकवर करेगी, क्योंकि आप आए हो अर्ली डिलीवरी के लिए, है ना। तो ये जो नुकसान फ़ायदा होता है ये अब हम पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। लास्ट टॉपिक है सर, इग्नोर मत करना। देखो हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं सर, अर्ली डिलीवरी। सो अर्ली डिलीवरी देखेंगे सर अब हम, ठीक है, बहुत अच्छे से इसको हम समझेंगे। लेट्स ड्रॉ अ लाइन, टाइम लाइन, ये है टाइम लाइन। मान लो आप कौन हो, आप हो बैंक, ठीक है। आपने क्या करा, कस्टमर के साथ में यहाँ से ठीक 3 महीने ले लेते हैं, 3 महीने का फॉरवर्ड
सेल करा, यानी कि आप कस्टमर को $1 लाख ले लेते हैं, बेचने वाले हो, ठीक है, और उसका रेट फिक्स कर लेते हैं कि लेट से 3 महीने बाद आप 80 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से कस्टमर को डॉलर बेचोगे, तो 80 रुपीज़ जो है वो आपको आएंगे। मैं अभी फ़िलहाल के लिए प्लस लिख देता हूँ। तो जो प्लस माइनस का साइन रहेगा वो बैंक का इनफ्लो आउटफ्लो डिनोट करता है। सो बैंक को 80 रुपये आएंगे, $1 लाख में बैंक दे देगी, 3 महीने में $1 लाख बेचेगी तो 80 रुपये आएंगे, ठीक है, कर दिया। जनरली ऐसे ट्रांजैक्शन में बैंक क्या करती है, खुद को कवर कर लेती है इंटर बैंक मार्केट में, ठीक है, इंटर बैंक मार्केट में खुद को कवर कर लेगी। एक सेकंड ना, इसका थोड़ा पॉइंट नीचे करने दो। हाँ, तो बैंक ने क्या करा, 3 महीने का फॉरवर्ड बाय कर लिया इंटर बैंक मार्केट में कि ठीक है, जो कस्टमर को $1 लाख देने हैं वो उस दिन हम इंटर बैंक मार्केट से खरीद लेंगे। क्या रेट पे खरीदेंगे सर, वापस ला लेता हूँ ताकि सब एट पार रहे। सो बैंक ने बोला कि हम $1 लाख खरीदेंगे और 78 रुपीज़ दे देंगे, तो 78 के रेट पे फिक्स हुआ। जनरली बैंक ऐसा ही करेगी, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ कर रही है, अगर सेल का है तो सस्ते में खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करेगी ताकि उसको प्रॉफिट हो। तो अब नोटिस करो, बैंक ड्यू डेट पे मार्केट से 78 रुपीज़ में डॉलर खरीद के लाएगी और आपको यानी कस्टमर को बेच देगी 80 रुपये में, मर्चेंट बोल सकते हो। तो बैंक का $2 का प्रॉफिट होना बनता है इस ट्रांजैक्शन पे। अब आती है बारी, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गए सारे ओरिजिनल ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम होती है, ये है हमारी डेट, 2 महीने बाद यानी कि ड्यू डेट के ठीक 1 महीने पहले कस्टमर आता है बैंक के पास में, बोलता है कि भैया मेरे को तो आज ही रिक्वायरमेंट है, वो जो हमने परचेज करना था, यानी कस्टमर ने परचेज करना था, बैंक ने बेचना था, वो आज ही डिलीवरी दे दो। वो पैसे लेने आ गया, वो $1 लाख लेने आ गया 1 महीने पहले, इसको बोलते हैं अर्ली डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब लेन देन दोनों, तो यहाँ पे हम देन है, बैंक देगा डिलीवरी अर्ली। ऐसे टाइम पे बैंक के पास में राइट होता है कि वो मना भी कर सकता है कि भैया ये क्या बात हो गई, आप पुराने रेट से आज लेने कैसे आ गए। सो उसके पास ऑप्शन होता है मना करने का। दूसरा ऑप्शन है हाँ बोल सकता है, पर जब वो दूसरा ऑप्शन हाँ बोल, वो हमेशा हाँ ही बोलेगा। ये भी चीज़ ध्यान दो कि वो पुराने रेट पे आज आपको डिलीवरी दे देगा, लेकिन उस वजह से जितना नुकसान हो रहा है वो भी सारा रिकवर आपसे करेगा। इनफैक्ट अगर प्रॉफिट हुआ उस वजह से आपको, तो आपको वो दे देगा। बैंक ये करता है, कॉन्ट्रैक्ट तो ऑनर करता ही है, प्लस फ़ायदा नुकसान एडजस्ट कर लेता है। अब वो कैसे होगा ये हम देखेंगे। सो आप आ गए, यानी कस्टमर आ गया बैंक के पास में 2 महीने बाद ही, यानी 1 महीने पहले। कस्टमर बोलता है, ध्यान देना मूवमेंट हो रही है। अब ये जो 80 रुपये की डिलीवरी का जो ट्रांजेक्शन है, कैश फ्लो है, बैंक को 1 महीने पहले ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ काफ़ी सारे सवाल खड़े उठते हैं कि बैंक 2 महीने के अर्ली डेट पे कस्टमर को $1 लाख बेचेगी कैसे। ड्यू डेट पे बैंक यहाँ से खरीदती और यहाँ बेचती। अब यहाँ पे खरीदी तो नहीं रही है और उसके लिए वो कोई प्रिपेयर्ड भी नहीं थी, उसको क्या मालूम कि कस्टमर जल्दी आ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक स्पॉट पे बाय करती है, मार्केट में स्पॉट पे बाय करके इस पार्टी को देना पड़ेगा जो भी रेट होगा। अब स्पॉट पे जब बाय करेगी तो उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, जो रेट है वो रेट पे उठाओ और कस्टमर को दे दो 80 रुपये के भाव से। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब एक और नया ट्रांजैक्शन आ गया आपका यहाँ पे, स्पॉट बाय। बैंक स्पॉट में खरीदेगी, ठीक है। मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। अगर इंटर बैंक मार्केट से ला रही है तो इसमें मार्जिन वगैरह ऐड कर लेस कर लो, अभी हम मार्जिन को थोड़ा साइड में रख रहे हैं, ठीक है। तो स्पॉट में मान लो कि खरीदा, बैंक $1 लाख देगी और $1 लाख लेगी और रुपए देगी इंटर बैंक में। तो लेट्स से कि वो रुपए की जो अमाउंट आ रही है वो है 81। अब आप नोटिस करो, बैंक ने 2 महीने पहले ही, यानी ड्यू डेट अर्ली डेट पे
81 के भाव से डॉलर खरीदा और 80 रुपीज में आपको बेच दिया, क्योंकि 80 तो कॉन्ट्रैक्टेड रेट था, वो नहीं बदल सकता। आपने जो स्पॉट में मार्केट में रेट चल रहे थे उस पर खरीदा। बैंक को उस वजह से 1 रुपए का नुकसान हुआ है हर डॉलर पे, आपको क्लियरली दिख रहा है बैंक का 1 रुपया ज्यादा गया। ये 1 रुपए का नुकसान किससे रिकवर किया जाएगा? कस्टमर से। ये उस पर डालेंगे हम। प्लस ये जो नुकसान हुआ सर, ये 1 महीने पहले ही हो गया। ध्यान दो, सारा कैश फ्लो तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, सारा कैश फ्लो हमने जो देखना है वो इस पॉइंट पे देखना है। पर ये जो कैश आउटफ्लो हो गया, एक्स्ट्रा पैसा गया ना 1 रुपए का, वो नुकसान तो रिकवर करना ही है। प्लस इस 1 महीने का इंटरेस्ट भी कस्टमर से रिकवर किया जाएगा, क्योंकि ये 1 महीने पहले ही आउटफ्लो हो गया। हम सब कुछ यहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। तो 1 महीने पहले का आउटफ्लो है, इस पे इंटरेस्ट लो। इनफैक्ट सिचुएशन ऐसी होती ना कि 79 में ही खरीदते तो यहाँ 1 रुपए का प्रॉफिट दिखता, तो बैंक ये 1 रुपए का प्रॉफिट कस्टमर को देती और उस पे 1 महीने का इंटरेस्ट भी देती। तो समझ रहे हो, नुकसान हो रहा है तो बैंक रिकवर कर लेगी, प्रॉफिट हो रहा है तो बैंक पे कर देगी। बैंक को कोई लेन देन नहीं। बैंक को लेन देन क्या है सर? उसका प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए, ये 2 रुपए वाला, ठीक है। अब अर्ली डिलीवरी की वजह से नुकसान बैंक को हुआ तो वो रिकवर करेगी एक, प्लस उस पर इंटरेस्ट भी रिकवर करेगी, ये याद रखना। आगे अब मैं अगला पॉइंट बोलता हूँ। ये तो चीज़ हो गई सेटल, पर आप नोटिस करो ये भाव का क्या करना, ये तो हम बाय करने वाले हैं, हमने भी कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है बैंक ने। और ये जो 78 है इसकी शादी होने वाली थी इससे, है ना, ओरिजिनली, पर अब इन दोनों ने शादी कर ली, तो इसकी शादी भी तो किसी न किसी से करवानी पड़ेगी। इसका मतलब इसको भी क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के लिए आप क्या करोगे, थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पे खड़े हो अभी आप, और इसको क्लोज करना है जो आज से ठीक 1 महीने बाद फॉरवर्ड बाय है बैंक का। बैंक उसको क्लोज करने के लिए, कवर कॉन्ट्रैक्ट को भी क्लोज करने के लिए कैंसलेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगी। उसका अपोजिट क्या रहेगा वो ध्यान देना। बाय है तो बैंक उसको सेल करेगी, और 1 महीने बाद है आज से, तो बैंक 1 महीने का फॉरवर्ड सेल करेगी आज से ठीक 1 महीने बाद का, यानी कि बैंक वो डॉलर बेच देगी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि वो बेचने का जो रेट आ रहा है वो आ रहा है, मैं उस रेट को एक काम करता हूँ यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ। बेचने का रेट आ रहा है 75, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर सरका लेता हूँ, और ये 2 ओरिजिनल थे ना कॉन्ट्रैक्ट, इसका कलर बदल देते ताकि हमें याद रहे। तो ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट थे, उसको क्लोज करने के लिए हमने 2 नए कॉन्ट्रैक्ट लिए, एक तरह से ये हो गया। अब थोड़ा ध्यान देना, ये 1 मंथ का फॉरवर्ड सेल लिया गया। कब लिया गया? इस पॉइंट पे 2 महीने के एंड में, ताकि हम ये कवर कॉन्ट्रैक्ट को भी क्लोज कर सके। ऑब्वियस सी बात है। और इसमें भी फायदा नुकसान अगर होगा तो वो भी कस्टमर से लिया या दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर की अर्ली डिलीवरी की वजह से ही ये सारी भासूड़ी मची है ना। तो अब हमें उसे भी क्लोज करना है, तो उसका देख लो क्या आ रहा है। आप अगर नोटिस करोगे तो 78 में बैंक $1 खरीद रही है और 75 में बेच दे रही है, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल यहाँ पे, तो बेचना ही पड़ेगा, उसे तो क्लोज करना ही है। डॉलर लेके करेंगे क्या 3 महीने बाद में? बैंक को तो प्रॉफिट से मतलब है, अपने रुपीस से, डॉलर थोड़ी जमा करना है उसको। तो डॉलर और आरबीआई की गाइडलाइंस भी फॉलो करनी है, तो डॉलर वो निकाल देगी आज से ठीक 1 महीने का फॉरवर्ड सेल लेके। यहाँ पे उसको 3 रुपए का नुकसान होगा। ये किससे रिकवर करेंगे? कस्टमर से। तो ये तो 2 नुकसान तो रिकवर करा, प्लस ओरिजिनल ट्रांजैक्शन में बैंक को 2 रुपए का फायदा होता, वो अब हुआ क्या? नहीं हुआ। होता ना 2 रुपए का फायदा, 78 में खरीद के 80 में बेचती, बैंक अपना फायदा पूरे जो तामझाम कर रहा उसमें खुद के जेब में तो कुछ बचेगा, वो भी रिकवर किससे करेगी? कस्टमर से रिकवर करेगी। ध्यान देना सर वापस से, ये 1 रुपए का नुकसान तो बैंक को भी हुआ, तो वो कस्टमर से लेगी। इसका मतलब बैंक के पास अब कुछ नहीं बचा, इधर से 1 रुपए लिया, इधर 1 रुपए दे दिया, वो नुकसान भरपाई हो गई। ये 3 रुपए का भी नुकसान कस्टमर से लेगी, भर देगी, पर 2 रुपए का प्रॉफिट तो कस्टमर से लेके खुद रखेगी। पूरा ट्रांजैक्शन में अपना प्रॉफिट तो रिकवर करेगी ही करेगी बैंक।
तो ये तीन चीज़ें आ रही है सर रिकवर करने की, तब जाके ये सारे ट्रांजैक्शंस क्लोज हो रहे हैं और अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा कि इसका क्या होगा। अब बताओ कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका कुछ होगा? कुछ नहीं। आपका अर्ली कैश फ्लो हो रहा था, उस पर इंटरेस्ट भी हमने कवर कर लिया, है ना। 80 का आया था पैसा, उसमें से 80 यहाँ चला गया, प्लस एक और हमने अपने जेब से दिया है। बैंक ने 1 लाख रुपए यहाँ से अपने जेब से दिया, वो तो रिकवर करेगी, पर 1 लाख रुपए बैंक ने 1 महीने पहले ही दे दिया, उस पर इंटरेस्ट भी रिकवर करेगी। ठीक है, तो ये इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब सर एग्जाम में हमें इतना सब कुछ याद कैसे रहेगा? याद रखना भी नहीं है, ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया सर। अब आप देखो कस्टमर से कितना पैसा रिकवर किया जा रहा है। नेचर के साथ बताता हूँ। अर्ली डिलीवरी की वजह से जो नुकसान फ़ायदा हुआ वो, कवर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करने के लिए जो नया कॉन्ट्रैक्ट बैंक को लेना पड़ा उसमें जो नुकसान फ़ायदा हुआ वो, और अपना ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट पे जो प्रॉफिट होना बनता था जो अब नहीं हुआ इसलिए लॉस लिखा है वो, ये सारी चीज़ें बैंक रिकवर करेगी। टोटल मिला के देखना 3 रुपये, 4 रुपये और 2 6 रुपये आता है। अब 6 रुपये ऐसे तामझाम करके तो निकालना, यानी बहुत सारी चीज़ें याद रखना है आपको। उसका एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, आप नोटिस करोगे ये भी 6 रुपये ही आता है ना। मैं चाहता तो मैं बता देता कि सर इस दोनों का डिफरेंस ले लो, आगे बढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व होता है, एग्जाम में यही करना है, पर उसके पीछे का लॉजिक समझो। वो 6 रुपये क्या है सर? 6 रुपये एक डिफरेंस है दो नए रेट का, है ना, दो नए कॉन्ट्रैक्ट्स का, जो आपने पुराने 2 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करने के लिए लिए। ये ओरिजिनल कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये लिया, और जो कवर कॉन्ट्रैक्ट है उसको क्लोज करने के लिए ये लिया, है ना। तो 2 पुराने कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करने के लिए जो 2 नए कॉन्ट्रैक्ट लिए गए उनके रेट के बीच का डिफरेंस इज योर स्वैप लॉस। इस केस में लॉस आ रहा है, हो सकता है कभी गेन भी आ जाए सर, रेट अगर फेवर में रहे कस्टमर के, तो गेन रहा तो बैंक देगी, लॉस रहा तो बैंक लेगी। और ये मत समझना कि 6 रुपये क्या है, 6 रुपये आपको समझ आना चाहिए सर। एग्जाम में तो बस दोनों का डिफरेंस लिखना है, पर 6 रुपये आपको समझ में आना चाहिए कि 6 रुपये में ये 3 चीज़ें इंक्लूडेड है। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को अर्ली डिलीवरी की वजह से कैंसिल करना पड़ा, उसका प्रॉफिट लॉस, कवर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना पड़ा, उसका प्रॉफिट लॉस, और जो हमको प्रॉफिट होना बनता था ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में वो, ये सब रिकवर किया जाएगा। सो अल्टीमेटली सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो आपको लिखनी है। जो 2 नए रेट लिए पुराने 2 कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए, उनके बीच का डिफरेंस यू विल कॉल इट एज स्वैप लॉस और प्रॉफिट, और इस 1 लाख पे इंटरेस्ट। 1 लाख उसमें आ चुका है, 6 में तो वापस नहीं लोगे, सिर्फ इंटरेस्ट लेना, कहानी खत्म, आपका अर्ली डिलीवरी खत्म हो गया। ये 2 चीज़ें आपको लेनी है। कैंसिलेशन चार्जेस में ये 2 चीज़ें आएगी। हम समरी वापस पढ़ेंगे, मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, लिखा हुआ भी है सब कुछ, तो आपके पास नोट्स आएंगे बोर्ड के, एक बार वापस पढ़ना और इंटरप्रेट करना। ठीक है सर, आगे आ जाओ। इन सम सर्कमस्टेंसेस कस्टमर में कम टू बैंक बिफोर ड्यू डेट फॉर डिलीवरी ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि बाय और सेल, कुछ सिचुएशन में। इन सच सिचुएशन बैंक में एक्सेप्ट और रिजेक्ट कस्टमर्स रिक्वेस्ट। नॉर्मली बैंक विल एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। ठीक है, कस्टमर कौन छोड़ना चाहेगा। वंस एक्सेप्टेड बैंक विल बाय और सेल फॉरेन करेंसी एट प्रीवियसली एग्रीड रेट, जो रेट एग्री हुआ था ऑन अर्ली डेट। ठीक है, अब however bank was not prepared for delivery on early date, hence it will honor the contract with spot buy or spot sell transaction, है ना। ये था हमारा 80 रुपये का एग्रीड रेट, स्पॉट रेट है हमारा 78 का। 78 में नहीं, स्पॉट रेट हमारा दूसरा था। 80 रुपये का एग्रीड, 81 का हमारा बाइंग बन गया था। इस पे सेल कर रहे थे, इस पे बाय कर रहे थे, तो 1 रुपये का यहाँ पे नुकसान हुआ। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस एट अर्ली डिलीवरी डेट विल बी शेयर्ड विथ कस्टमर। ठीक है, ऑल्सो अर्ली डिलीवरी रिजल्ट्स इनटू अर्ली कैश आउटफ्लो, ठीक है, और इनफ्लो, एंड दस बैंक विल रिकवर इंटरेस्ट ऑन कैश आउटफ्लो, या पे करेगी इंटरेस्ट अगर उसे इनफ्लो हुआ है ज़्यादा का, फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑल्सो बैंक विल एंटर इनटू अ न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रिमेनिंग पीरियड, ध्यान देना, टू कैंसल द कवर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसको भी तो कैंसिल करना पड़ेगा।
दो लोगों में एक की शादी अगर किसी और से हो गई तो दूसरे की भी शादी करवाने की जिम्मेदारी आप ही की है। एंड द प्रॉफिट और लॉस इन सच ट्रांजेक्शन विल बी शेयर्ड विद द कस्टमर। इन टोटल द बैंक विल रिकवर और पे द फॉलोइंग। सबसे पहले जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट पे फायदा होना बनता था 2 रुपए का, बैंक वो रिकवर करेगी। फिर अर्ली डिलीवरी की वजह से जो नुकसान हुआ 1 रुपए का, वो बैंक रिकवर करेगी। फिर कैंसलेशन कॉन्ट्रैक्ट पे जो नुकसान हुआ वो बैंक रिकवर करेगी और इंटरेस्ट लेगी इस पे सिर्फ। स्वैप लॉस और प्रॉफिट हो गया। इंटरेस्ट लेगी ऑन आउटफ्लो और इनफ्लो एट अर्ली डेट। तो इंटरेस्ट सिर्फ इस पे आया, पहली बात। आप बोलोगे कि सर इस पे इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा सी वाले पॉइंट पे, क्योंकि सी वाले पॉइंट ड्यू डेट पे ही हो रहा है, ये पहले हुआ ना, तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा। ये लॉस तो ड्यू डेट पे ही हुआ, वो तो हमने रिकवर ड्यू डेट पे कर लिया। आज का नुकसान आज भरपाई हो रही है तो क्यों इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, पर भरपाई कल हो रही है और आज ही नुकसान हो जा रहा है तो उस पर तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगी। इंटरेस्ट ऑन आउटफ्लो और इनफ्लो एट अर्ली डेट, ये ठीक है। सो स्वैप लॉस और प्रॉफिट क्या है? इट इज कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन टू न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू टू कैंसल द टू ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। अकॉर्डिंग टू फेडाई, ध्यान देना ये बात पे, स्वैप लॉस और प्रॉफिट विल बी रिकवर्ड और पेड टू द कस्टमर रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वेदर द बैंक हैज एंटर्ड इनटू अ स्वैप ट्रांजैक्शन और नॉट। ये मैं समझा देता हूं। ये तो फेडाई के रूल्स बन गए। बोलने का मतलब, अगर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट बैंक करती ही नहीं तो ये कवर भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो आप बोलोगे कि फिर 3 रुपए का नुकसान भी कस्टमर से नहीं लेना चाहिए। फेडाई बहुत क्लियर है। फेडाई ये बोलता है कि बैंक ने वो स्वैप ट्रांजैक्शन करे हो रियल में, लाइफ में, या नहीं करे हो, ये 3 रुपए का फायदा नुकसान कस्टमर के साथ शेयर करना ही पड़ेगा। यानी कि ये आप अज्यूम करके चलोगे, दिया हो क्वेश्चन में या नहीं, कि ये कवर तो बैंक ने लिया ही है। दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी दिया है तो लिया है, ये समझ के चलना। वैसे भी आपको इस रेट की कोई ज़रूरत है नहीं, 2 रुपए आपको निकालने ही नहीं, आपको तो सीधा सिर्फ 6 रुपए निकालने, आपको सिर्फ ये 2 रेट की ज़रूरत है। आपको ध्यान देना, लॉजिकली देखा जाए तो आपको इन 2 रेट की ज़रूरत है 6 रुपए निकालने के लिए, और इन 2 रेट की ज़रूरत है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का और स्पॉट का, ये 1 रुपए निकालने के लिए, ताकि इंटरेस्ट निकाल सको। आपको इस रेट की तो ज़रूरत है ही नहीं क्वेश्चन में। तो बहुत बार ऐसा होगा क्वेश्चन में वो कवर लिया है ऐसा लिखा नहीं जाएगा, फिर भी मान के यही चलना है कि स्वैप लॉस होगा। स्वैप लॉस यहाँ पे है, स्वैप लॉस और गेन जो भी है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे इसके साथ में, आओ देखो। ये सब नोट्स तो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, और कुछ है तो मैं बताता हूँ, चलो ये तो बाद में देखेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38, ध्यान देंगे, कुछ 6 क्वेश्चन बचे होंगे हमारे। ऑन 1 अक्टूबर 2015 मिस्टर एक्स एक एक्सपोर्टर है। ध्यान देना, जहाँ पे ऐसा लिखा है ना एक्सपोर्टर है, यानी कि उसको फॉरेन करेंसी आने वाली है। उसने माल बेचा होगा, उसको फॉरेन करेंसी आएगी और वो ले जाके हमें बैंक में बेचेगा। वो फॉरेन करेंसी बेचेगा तो हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे तो हमने तो परचेज का कॉन्ट्रैक्ट करा होगा, बैंक ने, उसने सेल का करा। विद अ बैंक BNP बैंक टू सेल डॉलर ऑफ 1 लाख, वो बेचेगा हमको, हम खरीदने वाले 65.40 के रेट से। हाउएवर ड्यू टू द रिक्वेस्ट ऑफ द इम्पोर्टर, हाँ ये एक्सपोर्टर है भाई साहब, जिसको माल बेचा वो है इम्पोर्टर। इम्पोर्टर ने इस बंदे को एक रिक्वेस्ट करी तो जल्दी पैसा दे दिया उसको। इम्पोर्टर ने एक्सपोर्टर को जल्दी पैसा दे दिया, तो अब वो एक्सपोर्टर हमारे पास में आके बोलता है कि भैया आप भी जल्दी ले लो, ठीक है। सो हाउएवर ड्यू टू द रिक्वेस्ट ऑफ द इम्पोर्टर मिस्टर एक्स को रिसीव हो गई वो अमाउंट 28 नवंबर को ही। हमें उसने देना था 31 दिसंबर को, पर नवंबर के एंड में ही उसके पास डॉलर्स आ गए। अब मिस्टर एक्स यानी कि एक्सपोर्टर क्या करा, बैंक में आया और बोलता कि भैया डिलीवरी ले लो ऑफ द रेमिटेंस ऑन 30 नवंबर। वो 2 दिन बाद उस पैसों को लेके बैंक में आया, पैसों को लेके, यानी कि वो 30 नवंबर को हमारे पास में बैंक में आता है, 1 महीने पहले, ठीक दिसंबर में ड्यू डेट थी, 30 नवंबर को वो हमारे पास आता है, बोलता है कि डिलीवरी ले लो, यानी कि अर्ली डिलीवरी, ठीक है। इंटर बैंक रेट्स आपको दिए हुए हैं, इसका मतलब मार्जिन ऐड करना कस्टमर को लगाने के पहले। बैंक के साथ डील कर रहे हो डायरेक्ट तो कोई रेट मार्जिन लगाने की ज़रूरत नहीं, पर वहाँ से उठा के कस्टमर को दे रहे हो तो मार्जिन एडलेस करना। तो आपको रेट्स दिए हुए हैं। ओरिजिनल ट्रांजैक्शन बैंक का देख लो क्या है। सबसे पहले तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मेरी आदत, ताकि गलती ना हो। ओरिजिनल ट्रांजैक्शन फॉरवर्ड बाय का है,
एक्सपोर्टर बेचेगा तो हम खरीदेंगे। हमारा ओरिजिनल ट्रांजैक्शन है फॉरवर्ड बाय का 65.40 के भाव से। अब 1 महीने पहले के आपको यहाँ पे रेट दिए हुए हैं, मैं ऐसा बना लेता हूँ, ये है ड्यू डेट और यहाँ पे वो बंदा आया है। हमारा ओरिजिनल ट्रांजैक्शन जो था वो था फॉरवर्ड बाय का, ठीक है। अब अगर हमें उससे ख़रीदना ही है अर्ली डेट पे, अर्ली डिलीवरी पे, तो हम सेल कर देंगे स्पॉट पे। हम क्या करेंगे खरीद के, बैंक हूँ मैं, वो पहले ही आ गया, मैं तो प्रिपेयर्ड था भी नहीं ना आज के लिए, मैं तो प्रिपेयर्ड था भी नहीं अर्ली डिलीवरी में, वो आ गया लेने लेके, मेरे को ख़रीदना ही पड़ेगा, मतलब मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ 65.40, ठीक है। ध्यान देना, मैं उसे $1 दे दूंगा और मेरे पास कितने पैसे आएंगे सर, 60, मैं खरीद रहा हूँ सॉरी, तो उससे $1 तो मैं ले लूँगा, पर मेरे को कितना पैसा देना पड़ेगा, 65.40। अब वो जो डॉलर लिया उसको मैं क्या करूँगा, स्पॉट मार्केट में बेच दूंगा। जब मैं बेचूंगा, ध्यान देना अब मज़ा आएगा, अब ये इंटरबैंक रेट है सर, दोनों बैंक है, ये पहली बैंक और ये दूसरी बैंक। पहली बैंक यानी कि हमारी बैंक, मैंने कस्टमर से डॉलर ले लिया, अब मैं मार्केट में जा रहा हूँ और दूसरी बैंक को बेच रहा हूँ, है ना। जब मैं दूसरी बैंक को बेच रहा हूँ तो ये रेट्स जो आप इंटरप्रेट करोगे, अब बताओ दोनों बैंक है तो किस बैंक से के एंगल से इंटरप्रेट करोगे, दूसरी बैंक के एंगल से, क्योंकि उस दूसरी बैंक के लिए मैं कस्टमर हूँ, मैं बैंक नहीं हूँ, मैं उसके लिए कस्टमर हूँ। तो मैं उसको डॉलर बेचूंगा तो वो खरीदेगा, 65.22 का रेट लगेगा बाय, और इंटर बैंक है तो मार्जिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। 65.22 पे मैं उसे बेच दूंगा, मेरा $1 गया, 65.22 आया। अब इसमें आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ नुकसान हो गया, आपको लॉस है। कितने का सर, 18 पैसे का लॉस दिख रहा है आपको, 18 ना, 18 पैसे का लॉस हम रिकवर ज़रूर करेंगे। आगे देखो, इफ बैंक एग्रीज टू टेक अर्ली डिलीवरी देन व्हाट विल बी द नेट इनफ्लो टू मिस्टर एक्स अज्यूमिंग दैट द प्रीवेलिंग प्राइम लेंडिंग रेट इज 18%, ठीक है। प्राइम लेंडिंग रेट कितना आ रहा है, 18% आ रहा है, ठीक है, कोई नहीं। अब ये तो हो गया ओरिजिनल ट्रांजैक्शन क्लोज करा। दूसरा, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कवर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं दिया हुआ है, पर हमने लास्ट लाइन पढ़ी थी फेडाई का, ये बोलना है कि रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट बैंक हैज एंटर्ड इनटू अ स्वैप ट्रांजैक्शन और नॉट, स्वैप लॉस और गेन कैलकुलेट करना ही है। अब थोड़ा ध्यान दो, आपने जब कस्टमर के साथ में फॉरवर्ड बाय करा तो यहाँ पे क्या करा था, कवर कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड सेल का होगा, है ना। यानी कि यही कवर कॉन्ट्रैक्ट में आज आप यहाँ खड़े हो और आपका वो फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट अब आपको कैंसिल करना है। कैंसिल करोगे तो बाय करोगे कवर कॉन्ट्रैक्ट, और आज से ठीक 1 महीने बाद डिलीवरी है तो आप फॉरवर्ड बाय करोगे। आप अब बैंक, इंटर बैंक मार्केट से खरीदना चाहोगे, कस्टमर से नहीं, इंटर बैंक मार्केट से अब आप खरीदना चाहोगे। आप खरीदोगे तो दूसरी बैंक बेचेगी, आस्क रेट लगेगा। जब दूसरे साइड में बैंक ही है तो उसके एंगल से आप रेट पढ़ोगे, तो आप अब क्या लगाओगे, आस्क रेट लगाओगे। आस्क रेट क्या आ जाएगा आपका, ये रहा 65.27, है ना। इस रेट पे आप कवर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करोगे, पर ये तो स्पॉट है, आपको तो 1 मंथ का प्रीमियम उसमें ऐड करना पड़ेगा। 65.27 में आप 15 ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा 65.27 प्लस 0.15, 65.42। ये देखो यहाँ रेट ले लेता हूँ, जो आपने क्लोज करने का कॉन्ट्रैक्ट करा है दैट इज 65.42। अब ध्यान देना, हर डॉलर, अब यहाँ तो कोई रेट दिया है, अब उसकी ज़रूरत भी नहीं है। $1 आप बेचते कोई रेट पे, वही डॉलर आपको खरीदना पड़ रहा है 65.42 में, खरीदोगे तो पैसा जाएगा सर आपका, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना सर, आपको जो ज़रूरत थी, जो 3 रेट की ज़रूरत थी वही 3 रेट है। मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको पूरे ट्रांजैक्शन में कवर के रेट के पता होने की ज़रूरत ही नहीं है निकालने के लिए। आपको जो निकालना है वो है स्वैप लॉस, यानी कि जो 2 नए कॉन्ट्रैक्ट करे उसके बीच का डिफरेंस,
कौन से दो नए कॉन्ट्रैक्ट आएंगे सर? ये वाले। ये है आपका स्वैप लॉस और प्रॉफिट। बस आप देख लो 65.22 आए, 65.42 जा रहे हैं, तो ये तो लॉस है। कितना सर? 20 पैसे का लॉस है। ये 20 पैसे का लॉस हर डॉलर पे आप कस्टमर से स्वैप लॉस बोल के कवर करोगे। और आप जो ये स्वैप लॉस बोल रहे हो, इसके अंदर तीनों चीज़ें आ चुकी है। आपका प्रॉफिट जो इन दोनों के बीच में होता, और ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट और कवर कॉन्ट्रैक्ट, ये लॉस 18 पैसे का, और इन दोनों के बीच का भी जो प्रॉफिट लॉस होता, वो तीनों सब कुछ आ चुका है। अब एक हाथ कहीं तो प्रॉफिट आ रहा होगा, इसलिए 2.20 दिख रहा है, ठीक है, तो वो कवर करोगे। और ये 18 पैसे जो है, ये आपका नेट में आउटफ्लो ही है, देख रहे हो 65.40 ज़्यादा है, तो इस पे भी इंटरेस्ट आप एक महीने का चार्ज करोगे। आ जाओ अब मैं सबसे पहले स्वैप लॉस की बात करता हूँ, ध्यान देना। 65.22 ये आपका नया रेट है जो आपने कस्टमर को लगाया। कस्टमर को लगाया क्या? स्पॉट में लगाया है, तो कस्टमर को, कस्टमर नहीं, मार्केट इंटरबैंक रेट है ये। कस्टमर को लगाते तो मार्जिन एडजस्ट करते। अर्ली डिलीवरी हुई, हमको उसने बेचा, हमने मार्केट में बेचा, तो ये रेट लगा। फिर हमने कवर अप करा तो ये रेट लगा। 20 पैसे का नुकसान हमारा 20,000 रुपये का हम रिकवर करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसके अंदर तीनों चीज़ें आपकी इंक्लूडेड है। प्रॉफिट आपका जो होना बनता था, स्वैप का लॉस, और कवर कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसिल करा उसका भी लॉस, ठीक है, अर्ली डिलीवरी जो था। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन आउटफ्लो ऑफ फंड निकालो। सिंपल सी बात है, आपने 65.22 पे बेचा या खरीदा, पर बेचा आपने 65 मैंने उल्टा बोल रहा हूँ ना, हाँ 65.22 पे बेचा, 65.40 पे खरीदा, 18 पैसे का नुकसान हुआ। वो 18 पैसे तो सर इस 20 में इंक्लूडेड है। अब आप बोलोगे अगर 18 पैसे उसमें इंक्लूडेड है तो क्या सिर्फ बचे हुए 2 पैसे हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। कहीं गेन आया होगा, 2 जगह लॉस और 1 जगह गेन आया होगा, तो वो ऑफसेट होके 20 पैसा दिख रहा है। तो आपका 18 पैसे आप $1,00,000 पे 31 डेज के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 18% के हिसाब से जो क्वेश्चन में दिया, तो आपका 275 रुपये का इंटरेस्ट आ गया। स्वैप लॉस और ये 275, टोटल मिला के 20,275 आपका क्या बनता है सर? कैंसलेशन चार्जेस। कहानी खत्म। ये है कैंसलेशन चार्जेस जो अप्लीकेबल है किसको? कस्टमर को। अब थोड़ा ध्यान देना, कस्टमर आया 2 महीने बाद में, 2 महीने बाद ही आया, बोलता कि भैया मैं बेच देता हूँ, आप खरीद लो 65.40 के हिसाब से 65,40,000 रुपये कस्टमर को देने बनते हैं। उसमें से हम ये चार्जेस माइनस करेंगे तभी पैसा देंगे सर। वो चार्जेस आज ही माइनस हो जाते हैं। ये देखो 65,40,000 कस्टमर को देना बनता है, क्योंकि वो हमें बेच रहा है ना, हम तो खरीद रहे हैं ओरिजिनल रेट पे, पर उसकी वजह से 1 महीना ये जल्दी देना पड़ गया, उसकी वजह से जो फ़ायदा नुकसान हुआ वो सब हमने इसमें ले लिया। हमारा प्रॉफिट, अर्ली डिलीवरी का लॉस, कवर कॉन्ट्रैक्ट का लॉस और इंटरेस्ट 1 महीने पहले का, वो सब इसमें आ गया। बैलेंस आप उसको दे दो, कहानी ख़त्म। ऐसा एक और क्वेश्चन करेंगे, आइए देखो। अगर आपको पुराने क्वेश्चन में कोई डाउट हो, आप बिल्कुल पोस्ट करो, कमेंट करो, टेलीग्राम में पूछो, मैं बिल्कुल सारे सवालों के जवाब देने रेडी हूँ सर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं हूँ। 1 अक्टूबर 2020 मिस्टर गुरु एक एक्सपोर्टर है, एंटर्स इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक टू सेल $1,00,000। ठीक है, अब ये भी एक्सपोर्टर है, इसको भी उसकी पार्टी पैसा देगी $1,00,000 और वो ले जाके हमें देगा। वो बेच रहा है, हम खरीद रहे हैं, हमारे लिए तो फॉरवर्ड बाय हो गया बैंक के एंगल से देखो। ठीक है, तो इस रेट पे हमारे लिए तो क्या हो गया? फॉरवर्ड बाय हो गया। ये ड्यू डेट है और ये अर्ली डेट है। ठीक है, 75.40 हमारे जेब से जाएगा और $1 हमारे पास आएगा, हम डॉलर खरीद रहे हैं। ठीक है, हाउएवर ये फॉरवर्ड बाय है, यहाँ लिख देता हूँ। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इम्पोर्टर, उसको भी किसी इम्पोर्टर ने रिक्वेस्ट करा मेरे मिस्टर गुरु को रिसीव हुआ अमाउंट जल्दी। गुरु ने बोला कि भैया आप भी जल्दी ले लो, और आगे आपको सारे रेट्स दिए हुए हैं। ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, नंबर बदल के, सिर्फ इसमें कुछ नया है ही नहीं। ठीक है, इसमें सेकंड पार्ट है, वो बस इतना सा पार्ट नया है, तो फटाफट देख लेते हैं, इसको भी ख़त्म करेंगे। तो अब आपको ये रेट्स दिए हुए हैं और ये रेट्स दिए हुए हैं। अब आप बताओ आप कैसे करोगे? आप पहले टाइमलाइन ले लो। टाइमलाइन से ना देखो, मेरा तो काम बहुत आसान हो जाता है। मैं तो आपको भी सजेस्ट करूँगा, कभी भी अगर क्वेश्चन में दिक्कत जा रही हो, सबसे पहले तो ऐसी टाइमलाइन बनाओ। और अर्ली डिलीवरी है, ठीक है, आप लिख लो 75 बैंक के एंगल से 75.40 बैंक का जाता ना $1 अगर वो ख़रीदता तो, और ये था फॉरवर्ड बाय। अब आप बैंक क्या करेगी? यहाँ पे बाय तो कर लिया डॉलर, उसको करेगी क्या? प्रिपेयर्ड तो थी नहीं ना,
प्रिपेयर्ड नहीं थी तो उसको स्पॉट में सेल कर देगी। बैंक स्पॉट में इंटर बैंक मार्केट में बेचेगी तो दूसरी बैंक है साइड में, वो तो खरीदेगी, उसका बिड रेट लगेगा। तो स्पॉट सेल का बिड रेट हो गया हमारा। हम अगर कस्टमर को बेच रहे होते तो आस्क लगाते, पर हम दूसरी बैंक को बेच रहे हैं तो वो बैंक के एंगल से रेट देखना है, तो बिड हो गया। हम बेच रहे हैं, वो खरीद रहा है, 75.22 हमें आएगा। यहाँ पे भी देख लो 18 पैसे का नुकसान है, सेम ही क्वेश्चन है। एक्सट्रीमली सॉरी मैंने वापस रिपीट कर दिया, आपका एक क्वेश्चन बढ़ गया, पर दूसरा वाला पार्ट अच्छा है उसमें। तो ये लॉस तो रिकवर करेंगे। इस क्वेश्चन में भी आपको कवर का रेट नहीं दिया हुआ, लेट से एक्स, और वो ज़रूरी भी नहीं है, ये हमने देख लिया, हमें सिर्फ दूसरा रेट चाहिए। पर दूसरा रेट आपको क्या है ये पता लगाना ज़रूरी है ना। तो उसके पहले आप क्या बोलोगे, देखो ओरिजिनली आपने कस्टमर के साथ फॉरवर्ड बाय करा, तो इस पार्टी के कवर कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होगा, फॉरवर्ड सेल का होगा। और आज आप खड़े हो यहाँ पे, 1 महीने बाद वो कॉन्ट्रैक्ट की ड्यू डेट आ रही है कवर के, तो उसको क्लोज करने के लिए सबसे पहले तो आप बाय करोगे, और 1 महीने बाद है तो उसको फॉरवर्ड बाय करोगे 1 मंथ का। अब आप इंटर बैंक मार्केट में कर रहे हो, ये कस्टमर के साथ तो कर नहीं रहे। 1 मंथ का आप फॉरवर्ड बाय करना चाहते हो तो दूसरी बैंक बेचेगी, इंटर बैंक ही है ना, दूसरी बैंक बेचेगी ये रेट पे, इतना मार्जिन एडजस्ट करके। तो 75.27 प्लस 0.15 ये आ गया 75.42। ठीक है, ये भी प्रॉफिट लॉस जो हो रहा है ऊपर नीचे का हम रिकवर करेंगे, लेट से एक्स, है ना। अब आप निकाल लो आपको क्या चाहिए, स्वैप लॉस चाहिए तो 2 नए कॉन्ट्रैक्ट ये रहे, ये रहा इन दोनों के बीच का। और आप देख लो प्लस माइनस, माइनस वाली फिगर ज़्यादा है, वो जा रहा है, ये आ रहा है, इसमें भी 20 पैसे का नुकसान है, वो रिकवर कर लेंगे, और 18 पैसे पे आप इंटरेस्ट ले लोगे। सेम आगे देखते हैं। 365 डेज इन अ ईयर लेना है तो 1 महीना यानी कि 31 डेज ले लेना, नवंबर से दिसंबर 31 डेज ही होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन तो एग्जैक्ट वैसा हो गया। 20,000 का यहाँ पे नुकसान और ये इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, दोनों का मिला के हमारा कैंसिलेशन चार्जेस आ गया। और जितना गुरु को देना बनता था, ओरिजिनल रेट पे $1,00,000 हमने खरीदे तो इतना देना बनता था, उसमें से सबसे पहले हमने चार्जेस माइनस कर लिए और हमने बैलेंस दे दिया। अब आया नया क्वेश्चन, मिस्टर गुरु कैन डिप्लॉय दीज फंड्स इन डॉलर्स। अगर वो 1 महीने पहले उसको डॉलर आ गया, बैंक को ना बेचते हुए वो डॉलर अगर इन्वेस्ट कर देता 1 महीने के लिए तो क्या होता, एंड ही गेट्स अ रिटर्न एट अ रेट ऑफ 3% पर एनम, विच इज़ बेटर। अर्ली डिलीवरी ना करते हुए, अर्ली डिलीवरी नहीं करते तो देखो आपका 20,000 रुपये का नुकसान बच जाता, मिस्टर गुरु का बचता ना 20,275 का नुकसान। अब आप पता लगाओ कि ये डॉलर अगर वो उधर ही इन्वेस्ट कर देता 1 महीने के लिए, क्या इससे ज़्यादा प्रॉफिट होता। यहाँ कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देना। सो $1,00,000 अगर वो इन्वेस्ट करता 3% के रेट से 1 महीने के लिए तो उसे इंटरेस्ट मिलता इतना, टोटल अमाउंट हो जाती इतनी। ठीक है, अब टोटल अमाउंट इतनी हो जाती, उसमें से 1,00,000 के लिए तो उसने फॉरवर्ड रेट एग्री कर लिया था 75.40, है ना। और बाकी के बचे हुए अमाउंट के लिए वो क्या करेगा, आज ही 1 महीने बाद का फॉरवर्ड ले लेगा, क्योंकि उसे पता है आज ही 1 महीने बाद कितना इंटरेस्ट आने वाला है। तो वो, अब ध्यान दो, कस्टमर बैंक को बेचेगा, है ना, कस्टमर डॉलर बेचेगा बैंक को और ये बैंक खरीदेगी, तो बिड रेट लगेगा। बिड रेट में मार्जिन माइनस होगा, अगर मार्जिन दिया है क्वेश्चन में तो फिर मर्चेंट का रेट अप्लीकेबल होगा। सो फॉरवर्ड रेट क्या लगाया इन्होंने, 75.32 लगाया। बिड रेट लेते हैं हम, ध्यान देना, ये देखो 75.22 बिड है, पर फॉरवर्ड है तो 10 पॉइंट और ऐड करोगे तो 32 हो गया। इसमें मार्जिन क्वेश्चन में दिया नहीं है, वो माइनस होता सर, क्योंकि ये है सिर्फ इंटर बैंक रेट, मर्चेंट का रेट है ही नहीं, और ये मर्चेंट को लगाना है हमें। सो मार्जिन एडजस्ट होता, इसलिए इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, लेस मार्जिन। अगर होता तो वो माइनस होता और उसके बाद वो बनता मर्चेंट का रेट। अभी क्या है, इंटर बैंक रेट को ही आपने मर्चेंट मान लिया क्योंकि मार्जिन नहीं है, तो 19,190 रुपये मिलते सर उस चीज़ के। अब आप लॉजिक लगाओ, 19,190 सेल वैल्यू मिलती, अमाउंट ऑफ इनफ्लो इतना हो जाता 75.59। अब आप बताओ क्या है ऑप्शन, 75.59 चाहिए या 75.19 चाहिए। यहाँ तो लॉस हो रहा था, यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है ना, कुछ तो मिल रहा है आपको। पर 1 महीने, ये है 1 महीने पहले की अमाउंट और ये है 1 महीने बाद की अमाउंट। सो क्वेश्चन में तो ये लिखा है, सिंस कैश इनफ्लो विल बी हायर इन डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स ऑप्शन द सेम शुड बी चोजन। पर मैं अभी बताता हूँ यहाँ पे और कुछ है क्या होना चाहिए।
ये जो अर्ली डिलीवरी हुई है ये 1 महीने पहले की अमाउंट है, रुपीज़। इसको भी आप 1 महीने इन्वेस्ट करो और फिर देखो कितना आ रहा है और उसको इससे कंपेयर करो। दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट वे टू कंपेयर। अब आप देख लो ना, इसका टाइमिंग है 2 महीने का, इसका टाइमिंग है 3 महीने का, कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मैं अगर 1 महीने के लिए इन्वेस्ट भी करूँ 75 लाख रुपए और वो 18% का रेट लगाऊं जो रेट पे लोन मिल रहा था, इंटू 18% इंटू 31/365, तो वो तो मेरे को 1 लाख रुपए से ऊपर का दे रहा है। मेरा ये ऑप्शन फिर भी बेटर है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 1 महीने पहले मिल रहा है। उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 1 महीने का और फिर इससे कंपेयर करो तो आपको समझ में आएगा। खैर इस क्वेश्चन में पता नहीं दिया नहीं है। अब आप वो 18% का प्राइम लेंडिंग रेट लोन के लिए लगाओगे, इन्वेस्टमेंट के लिए लगाओगे नहीं लगाओगे, वो एक क्वेश्चन आता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखो। हाँ, अब आपका थोड़ा और नई चीज़ आएगी इसमें। 40, 41, 42 है शायद, ऐसे 2 कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारा ये अर्ली डिलीवरी हुआ ख़त्म, हम आगे बढ़ते हैं। देखो सर, हम अब यहाँ पे आ चुके हैं और हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देख ली, सिर्फ वो लास्ट कॉलम छोड़ के। आपने स्टार्टिंग से अगर हम नोटिस करें तो ड्यू डेट पे डिलीवरी देखी, उसके बाद हमने ये 2 चीज़ें देखी थी कि ड्यू डेट पे और बिफोर ड्यू डेट अगर कैंसिल करना है तो क्या, और हमने फिर ये दोनों चीज़ें भी देखी कि एक्सटेंड अगर करना है ड्यू डेट या बिफोर ड्यू डेट तो क्या। उसके बाद लेटेस्ट में जो हमने अभी देखा वो था ये बिफोर ड्यू डेट डिलीवरी करना है। तो अब हम तीनों ये एक साथ लेंगे, आफ्टर ड्यू डेट वाला। अब ध्यान दो कि ड्यू डेट एक थी जहाँ पे आपने प्रॉमिस करा था कस्टमर ने बैंक से कि वो कुछ खरीद लेगा फॉरेन करेंसी या बेच देगा फॉरेन करेंसी। अब आपके साथ ज़िंदगी में कुछ भी हुआ हो सामने वाले पार्टी के साथ, ड्यू डेट तक आपको इन्फॉर्म करना बनता है बैंक को। और बैंक, वो ड्यू डेट एक बार चली गई तो बैंक आपको टैग लगा देगा डिफ़ॉल्टर का कि आपने डिफ़ॉल्ट करा, फिर कितना भी जेन्युइन रीज़न क्यों नहीं हो। यानी कि ड्यू डेट जाने के बाद आप डिलीवरी करने आओ, आप कैंसिल करने आओ कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर एक्सटेंड करने आओ, तीनों केस में हम आपको डिफ़ॉल्टर मानेंगे। डिफ़ॉल्टर मानने का इम्पैक्ट क्या होगा कि अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा, कैंसलेशन होगा या तो एक्सटेंशन के लिए आप जाओगे तो वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, और अगर आप डिलीवरी भी करने जाओगे तो भी पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। तीनों केसेस में पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो अब आपका कैंसिल होगा ही होगा। डिलीवरी मांगोगे तो नया रेट मिल जाएगा, एक्सटेंशन मांगोगे तो नया रेट मिल जाएगा। डिलीवरी मांगोगे तो जिस दिन मांगोगे उस दिन का रेट मिल जाएगा स्पॉट, एक्सटेंशन मांगोगे तो जिस दिन मांग रहे हो वहाँ से आगे का रेट मिल जाएगा। सो तीनों केसेस में पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको उस कैंसलेशन से अगर कुछ फ़ायदा होता है तो बैंक अब शेयर नहीं करेगी क्योंकि आपको डिफ़ॉल्टर का टैग लग गया। सो लॉसेस आपसे रिकवर करे जाएंगे पर गेन आपके साथ शेयर नहीं किया जाएगा। जैसे अर्ली डिलीवरी में तो हो रहा था कि गेन हो रहा था तो बैंक दे रही थी, अगर कस्टमर को गेन होता है तो बैंक दे देगी, अगर कस्टमर को लॉस होगा तो वो बैंक ले लेगी। ठीक है, पर यहाँ पे कस्टमर को गेन अगर हो रहा है तो बैंक शेयर नहीं करेगी, लॉस हो रहा है तो वो रिकवर ज़रूर करेगी, पहली चीज़। ठीक है, अब देखो क्या होना है। तो एक पार्ट तो हमने बता दिया कि तीनों केस में सबसे पहली चीज़ जो बनती है वो है सर, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल ही होगा। अब कब होता है ये हमें देखना है। आओ कुछ चीज़ें हैं जो हम पढ़ लेते हैं। सो ये रहेगा सर, लेट डिलीवरी, लेट कैंसलेशन और लेट एक्सटेंशन। मेरे साथ आप पढ़ेंगे। बैंक विल ट्रीट द कस्टमर एज डिफॉल्टर इन ऑल द केसेस ऑफ लेट ट्रांजेक्शन। दिस मीन्स दैट ओनली लॉसेस विल बी रिकवर्ड बट गेन्स इफ एनी विल नॉट बी शेयर्ड विद द कस्टमर्स। ठीक है, यानी कि अगर कैंसलेशन लॉस हुआ रिकवर करेंगे, स्वैप लॉस हुआ रिकवर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन आउटले अगर है तो उससे रिकवर करेंगे, पर कैंसलेशन गेन उनको नहीं देंगे, स्वैप का कोई गेन हो रहा है उनको नहीं देंगे, और इनफ्लो पे अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो वो भी नहीं देंगे। समझ में आई? गेन का कोई भी हिस्सा उनको नहीं जाएगा, लॉस का सब कुछ रिकवर करेंगे। इन ऑल द केसेस ऑफ लेट ट्रांजेक्शन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट विल बी कैंसल्ड। अब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कब होगा ये ध्यान देना।
एट स्पॉट रेट व्हेन द कस्टमर अपीयर्ड, क्योंकि डेट आपकी जा चुकी है, लेट्स से ये डिलीवरी की डेट थी, ड्यू डेट थी, ठीक है, 31 ऑफ सम मंथ, ये ड्यू डेट थी पर आप आए नहीं। अब आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कब होगा मालूम है? जिस दिन आप आओगे उस दिन का स्पॉट रेट, या ड्यू डेट से 3 दिन तक का तीसरे दिन का स्पॉट रेट, जो भी पहले होगा वो। वापस से पढ़ेंगे, स्पॉट रेट व्हेन द कस्टमर अपीयर्ड और स्पॉट रेट ऑफ थर्ड डे आफ्टर ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर, दिस इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक कैंसलेशन सर। क्योंकि एक टाइम के बाद में बैंक आपकी राह नहीं देखेगी। सो आपको 3 दिन का समय मिला है। आप अगर 1 तारीख को आ गए तो सर 1 तारीख का ही स्पॉट रेट लगेगा कैंसिल करने के लिए। अगर बैंक ने फॉरवर्ड सेल करा होगा तो यहाँ पे स्पॉट बाय कर लेगी, कैंसिल हो गया। यहाँ पे आओगे स्पॉट बाय कर लेगी, कैंसिल हो गया। यहाँ आओगे स्पॉट बाय कर लेगी, कैंसिल हो गया। और अगर आप 4 तारीख से लेके आगे कभी भी आओगे तो 3 तारीख का ही रेट लगेगा और कैंसिल हो जाएगा। ऑब्वियसली लेट आओगे तो इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, पर 3 दिन उसके पहले या तीसरा दिन विच एवर इज अर्लियर, ये मान के चलना कैंसलेशन में, ठीक है। दीज कैंसलेशन चार्जेस विल बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर एंड इफ देर इज एनी गेन इट विल नॉट बी शेयर्ड, ये याद रखना। अपार्ट फ्रॉम द कैंसलेशन चार्जेस बैंक विल ऑल्सो रिकवर द स्वैप लॉस एंड इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड। ध्यान देना, मैं यहाँ पे कहीं पे भी गेन नहीं लिख रहा हूँ, गेन होगा शेयर नहीं किया जाएगा। इनफ्लो पे अगर इंटरेस्ट होगा तो वो भी नहीं दिया जाएगा। आगे ऑन ड्यू डेट, अब ध्यान दो, ये तो हो गया कि कैंसिल, जब बंदा आ रहा है तब कैंसिल कर रहे हैं, पर ड्यू डेट पे ध्यान तो दो, क्या हुआ। अगर आपने नोटिस करा होगा तो ड्यू डेट पे 2 चीज़ें होने वाली थी। एक तो कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट था जो ड्यू हो रहा, पर कस्टमर के रेट के लिए हमने कवर कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था, वो तो यहाँ पे ड्यू हो ही रहा था ना। उसका क्या करेंगे, क्योंकि आज तो कस्टमर आया ही नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान दो, मान लो कस्टमर को आप बेचने वाले थे, तो आपने 3 महीने पहले ही 2 महीने पहले ही कवर कॉन्ट्रैक्ट करा होगा फॉरवर्ड बाय का। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ ड्यू हो ही रहा है, यानी कि आज आपने उस रेट पे इंटरबैंक मार्केट से खरीदना है। कस्टमर अगर उस दिन आया ही नहीं तो आप ये खरीद के लेके कहाँ जाओगे, किसको बेचोगे? आपको उस दिन स्पॉट पे सेल करना पड़ेगा सर, और इन दोनों के बीच का उस दिन होगा नुकसान जो कस्टमर से आप रिकवर करोगे। आपका कवर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको आप स्पॉट में क्लोज करोगे, पहले लॉस आएगा, ठीक है। यहाँ पे शायद आगे दिया होगा, मैं आपको कैलकुलेशन में दिखाऊंगा, ये तो आपको नहीं समझेगा, चलो मैं आपको समझा देता हूँ इसी से, ठीक है। सो मान के चलो कि कस्टमर को आप बेचने वाले थे, क्या बेचने वाले थे और क्या रेट पे था मैं आपको सब बता देता हूँ। यह है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, 50 रुपये में हर डॉलर कस्टमर को आप ड्यू डेट पे बेचने वाले थे। देखा मैंने जहाँ पे मार्किंग करी, उस डेट पे बेचने वाले थे। अब आपको पता था कि आप उसको बेचने वाले हो 50 रुपये पे, तो आपने कवर ले लिया 3 महीने पहले ही फॉरवर्ड बाय का कि 48 में खरीदोगे, 50 में बेच दोगे, 2 रुपये का प्रॉफिट होगा। और ये जो दोनों येलो मार्क करे हुए हैं ये ड्यू डेट पे ही होने वाले थे सर, पर ड्यू डेट आई और कस्टमर नहीं आया, तो ये वाला रेट तो ऑनर हुआ ही नहीं उस दिन, तो अभी भूल जाओ फिलहाल के लिए। अब कवर कॉन्ट्रैक्ट में आपने डॉलर खरीद लिया क्योंकि आपका फॉरवर्ड बाय था, आपने खरीद लिया 48 रुपीज़ दे के हर डॉलर ले लिया, उसका करोगे क्या? कस्टमर तो उस दिन आया ही नहीं, तो उसको आप बेच दोगे मार्केट में, स्पॉट में सेल कर दोगे आज ही, क्योंकि पता भी आज ही चला है कि कस्टमर नहीं आने वाला है, तो स्पॉट में सेल कर दोगे। अब आपने 48 रुपीज़ से खरीदा, 47 में बेच दिया, 1 रुपये का आपको हो गया नुकसान। किससे रिकवर करोगे? कस्टमर से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने ये करा था कस्टमर के साथ में, बाय डिफ़ॉल्ट फेडाई बोलता है कि स्वैप लॉस रिकवर करना ही है। एक्चुअल में स्वैप ट्रांजैक्शन करो या मत करो, आपको स्वैप लॉस अगर है तो रिकवर करना ही है। इसका मतलब आप ये मानोगे कि बंदा अगर आगे जाके आता है मेरे पास सेल करने के लिए, या मैं सेल करूँगा सॉरी उसको, तो जब मैं उसको सेल करूँगा वो मेरे पास आएगा आगे जाके, तो मुझे तो बाय करना ही पड़ेगा। यहाँ खड़े होके आप एक और कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे 1 मंथ के फॉरवर्ड बाय का। 1 मंथ क्यों सर? क्लोजेस्ट फॉरवर्ड रेट आपको जो भी अवेलेबल होगा उस दिन स्पॉट ड्यू डेट पे,
क्लोजेस्ट फॉरवर्ड रेट, उस दिन आप स्वैप ट्रांजैक्शन कर लोगे ताकि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को कवर कर सको फिर से। अब रियल में करो नहीं करो फर्क नहीं पड़ता, हमें तो स्वैप लॉस निकालने के लिए ऐसा करना है। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि हम कस्टमर को बेचने वाले थे, तो उसके लिए हमें खरीदना ज़रूरी है। यही जो बाय वाला था ना, ये इसके साथ इसकी शादी नहीं हुई तो अब इसकी शादी इसके साथ करा दो, दोनों बाय बाय ही है। ये मान लो मेल मेंबर है तो एक और नया मेल ढूंढना पड़ेगा आपको, भले ही शादी कराओ नहीं कराओ पर जोड़ी तो बनाओ, ऐसा हो गया। सो आप यहाँ खड़े रह के ये मानोगे कि कस्टमर अगर आया इसके लिए तो आपको ख़रीदना पड़ेगा, तो आपने क्लोजेस्ट फॉरवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट ले लिया ताकि आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, तो ये लॉस भी अगर आ रहा है तो वो भी रिकवर कर पाओ। दूसरा, तो आपने देखा दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो पुराने थे उसके लिए दो नए कॉन्ट्रैक्ट अब आपने ले लिए, इन दोनों के बीच का नुकसान ही होता है सर स्वैप लॉस। ये जो 5 रुपये आ रहा है ना, 47 और 52 के बीच का नुकसान, ये 5 रुपये में क्या क्या है मैं अभी आपको बता देता हूँ। 5 रुपये में कवर कॉन्ट्रैक्ट को जो क्लोज करना पड़ा उसका लॉस, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो आप क्लोजिंग दिखा रहे हो उसका लॉस, और जो ओरिजिनली आपको प्रॉफिट होना बनता था 2 रुपये का वो, आप ये तीनों रिकवर करोगे। ठीक है, इसके अलावा लेट एक्सटेंशन और कैंसलेशन और डिलीवरी में एक चीज़ और आएगी। अभी तक जो मैंने बताया ये सेम अर्ली डिलीवरी में भी अप्लीकेबल था, पर यहाँ पे एक और चीज़ आएगी। जिस दिन कस्टमर आएगा 3 दिन के अंदर या तीसरे दिन, तो हम इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे, बकायदा कैंसिल करेंगे। अब रियल में तो जो सेल होगा, सेल करना था ना हमने उसको, हम उसके साथ स्पॉट में बाय का कर लेंगे, स्पॉट में बाय का कॉन्ट्रैक्ट करके इसको कैंसिल करेंगे और कैंसिलेशन चार्जेस लेंगे। ये नई चीज़ आएगी। अब आप जो कैंसिलेशन चार्जेस लोगे वो स्पॉट बाय पे लोगे। ये जो स्पॉट रेट मैं आपको बोल रहा हूँ ये तो कब पता चलेगा, जिस दिन कस्टमर आएगा। 3 दिन के अंदर अगर कस्टमर आ गया तो उस दिन का रेट लगा देना, अदरवाइज तीसरे दिन का रेट लगा के कैंसिलेशन चार्जेस ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेना। चौथे दिन भी आया तो तीसरे दिन का स्पॉट बाय ले लेना। ठीक है, अब मैं समराइज करता हूं, ध्यान देना। अर्ली डिलीवरी में क्या हो रहा था, आप स्वैप लॉस निकाल रहे थे, उन दो नए रेट के बीच का डिफरेंस और इंटरेस्ट ऑन आउटफ्लो और इनफ्लो। ध्यान देना सर, अर्ली डिलीवरी में गेन भी था, यहाँ पे इनफ्लो भी था, पर लेट डिलीवरी एक्सटेंशन में आपको उसी तरीके से स्वैप लॉस निकालना है, गेन नहीं। इंटरेस्ट ऑन आउटफ्लो निकालना है, गेन नहीं, पर कैंसिलेशन चार्जेस भी निकालना है। ये नया पेमेंट भी आप उनसे रिकवर करोगे। आया क्या ये समझ में? नॉर्मली अगर देखोगे तो वो एक फॉरवर्ड सेल के लिए सबसे पहले तो आपने कवर में बाय करा था, वो ऑनर नहीं हुआ तो इसको सेटल कर दिया स्पॉट पे। फिर उस सेल के लिए आपने स्वैप लॉस के लिए स्वैप दिखाया, स्वैप ट्रांजैक्शन दिखाया 1 मंथ फॉरवर्ड बाय। ये सिर्फ स्वैप लॉस निकालने के लिए है। ठीक है, और फिर एक्चुअल में उसका कैंसिल करा जिस दिन वो आया, तो बाय के 3 ट्रांजैक्शन दिखेंगे सर आपको। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें और एक आइडिया आएगा इस तरीके से। और कुछ पढ़ने लायक यहाँ पे है नहीं? हाँ जी सर, तो स्वैप लॉस कैसे निकालेंगे? जो दो नए रेट आपने लिए, पुराने दो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने, उसके बीच का डिफरेंस। इंटरेस्ट ऑन आउटफ्लो और कैंसिलेशन। आउटफ्लो अब किस पे होगा, ध्यान दो सर। ये कवर कॉन्ट्रैक्ट था, उसको जो कैंसिल करा तो यहाँ पे आउटफ्लो दिखा ना, इस पे आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे जब तक कस्टमर आ नहीं जाता। जिस दिन तक कस्टमर आएगा उस दिन तक का इंटरेस्ट लगेगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन में आपका ध्यान बटोरना चाहूँगा ताकि हमें क्लैरिटी आ जाए। देखो सर, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने में है। अब एक इंपोर्ट कस्टमर है। अब आप इंपोर्टर अगर है तो ये मान के चलो क्या होगा, ऐसे ही पढ़ना है सर। इंपोर्टर है तो उसे फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होगी और वो हमसे खरीदने आएगा सामने वाली पार्टी को पेमेंट करने के लिए, तो वो करेगा फॉरवर्ड बाय, हम करेंगे फॉरवर्ड सेल। तो हमने पहले जो कॉन्ट्रैक्ट करा ओरिजिनल, वो करा फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट करा बैंक के साथ में 10 अप्रैल को $20,000 का, जो ड्यू हो रहा है 10 जून को 49.40 में। ठीक है, हम ना एक काम करते हैं, ऐसी टाइमलाइन बना लेते हैं। ये ड्यू डेट है और ये उसके बाद की, तो ये 10 तारीख है। अब हमने फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट कर दिया बैंक के एंगल से, हम हर डॉलर बेचेंगे 49.40 में, इतना पैसा आना बनता है हर डॉलर बेच के। ठीक है, आगे
अब हमने अपने आप को कवर कर लिया क्योंकि हम बेचेंगे डॉलर, तो उस दिन खरीदेंगे भी कहीं से, है ना, कहाँ से बेच पाएंगे, हमारे पास तो नहीं है नॉर्मली, तो हमने कवर कर लिया खुद को उसी दिन के लिए 49.28। तो ये हमारा कवर कॉन्ट्रैक्ट होगा फॉरवर्ड बाय का, जिसमें हम 49.28 में डॉलर को खरीद लेंगे और कस्टमर को बेच देंगे। ये होगा इंटरबैंक मार्केट में, ये हो गया कस्टमर के साथ में। ये था ओरिजिनल ट्रांजैक्शन आपका, ठीक है। आगे एक्सचेंज रेट आपको 10 और 20 जून के दिए हुए हैं। ध्यान देना सर, एक्सचेंज रेट को पढ़ते आना चाहिए। स्पॉट रेट तो आपको दिया हुआ है 10 जून का, फिर वापस स्पॉट दिया है जून का। इसका मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल कि सर जून एंडिंग का है वो, 10 जून को जून एंडिंग का मान लो, कुछ तो ऐसा मान लो कि जून का ही कोई और डेट का, जून एंडिंग का आपका फॉरवर्ड रेट है, ठीक है। उसके बाद वो जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का फॉरवर्ड रेट, ठीक है, मान लिया। तो 10 जून को इन सब के फॉरवर्ड रेट, और रोज़ आपको फॉरवर्ड रेट बदलते हैं, ये तो समझ में आता है कि भैया एक डेट का, यहाँ पे अगर जून एंडिंग का मैं 10 जून को रेट देख रहा हूँ तो कुछ और रहेगा, पर 11 जून को ही जून एंडिंग का रेट बदल सकता है। तो वैसे ही 20 जून को इन्हीं सारे डेट्स के फॉरवर्ड रेट्स बदल गए, वो भी आपको दिया हुआ है। एक्सचेंज मार्जिन है, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड है। याद रखना ये इंटर बैंक रेट्स है, यानी कि जब भी कभी बैंक, हमारी बैंक दूसरे बैंक से डील करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी बैंक जब दूसरे बैंक से डील करने के लिए यहाँ से रेट उठाएगी तो रेट्स दूसरे बैंक के एंगल से देखे जाएंगे और हम कस्टमर बन जाएंगे दूसरे बैंक के। पर जब भी कभी रेट्स आप यहाँ से उठा रहे हो कस्टमर को देने के लिए, मर्चेंट को देने के लिए, तो ये रेट आपके एंगल से ही पढ़े जाएंगे, आपके एंगल से ही पढ़ोगे और उसमें मार्जिन एडजस्ट करोगे मर्चेंट को देने के लिए, ठीक है। हम ध्यान देंगे और आगे तो समझ में आएगा। एक्सचेंज मार्जिन, इंटरेस्ट ऑन आउटले, कैलकुलेट बैंक कैसे रिएक्ट करेगी अगर कस्टमर 20 जून को आता है। हो गया, ड्यू डेट चला गया, 10 जून को आना चाहिए था, उसने वो नहीं आया। अब 10 से 3 दिन 13 तारीख का रेट होना चाहिए था क्वेश्चन में लॉजिकली, पर नहीं दिया है, तो आप क्या लोगे? 20 जून को ही स्पॉट रेट लेके चलोगे। तो अब वो 3 दिन वाली कंडीशन खत्म हो गई, क्योंकि 3 दिन के बाद का कोई रेट ही नहीं दिया हुआ है। तो 20 जून को ही हम मान के चलेंगे कि वो आया और सेटल कर रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि भैया कैंसिल अगर करता है वो कॉन्ट्रैक्ट तो बताओ एक्सचेंज का डिफरेंस कितना आता है, कैंसलेशन, स्वैप लॉस और इंटरेस्ट कितना होता है। इन तीनों का टोटल विल बी योर टोटल कैंसलेशन चार्जेस, ठीक है। फिर अगर वो एग्जीक्यूट करना चाहता है, देखो 10 दिन लेट आया और बोलता है कि अब मैं खरीदना चाहता हूँ, खरीदने के लिए आया था ना, इंपोर्टर है वो, ठीक है, पहले खरीद लेना चाहिए था, उसने नहीं खरीदा, तो अब वो खरीदना चाह रहा है। ध्यान देना, अगर अब वो खरीदना चाह रहा है तो भी कैंसिल तो होगा ही होगा। ये जो पहले पार्ट में आप चार्जेस निकाल रहे हो, हमने ये बोला था तीनों केस में कैंसिल तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है। तो आपको ये सारे चार्जेस इसमें भी पे करने पड़ेंगे, एक्सटेंड करोगे तब भी पे करने पड़ेंगे। हाँ, एग्जीक्यूट कर रहे हो यानी कि आप बाय करना चाहते हो, हम सेल करना चाहते हैं, तो नया रेट आपको मिल जाएगा यहाँ पे स्पॉट का, क्योंकि आप आज ही कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी है, आज की ही डिलीवरी ले रहे हो। अगर आप फ्यूचर डेट की डिलीवरी लेना चाहते हो तो हम फॉरवर्ड रेट दे देंगे आपको। सो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो था हमारा फॉरवर्ड सेल का, ध्यान देना, यानी कस्टमर तो बाय कर रहा है ना, तो यहाँ पे भी हम कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, नया वाला रेट दे देंगे। स्पॉट सेल का बैंक दे देगी, बैंक के एंगल से स्पॉट सेल होगा, फॉरवर्ड सेल होगा बैंक के एंगल से। बस उसमें मार्जिन एडजस्ट करोगे क्योंकि कस्टमर को लगा रहे हो, नए नए रेट जो दोगे आप यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहले हम कैंसिलेशन की बात करते हैं। डिफ़िकल्ट पार्ट सिर्फ वही है, बाकी दो तो बहुत आसान है। अब यहाँ पे आ जाओ, कस्टमर आया क्या ड्यू डेट पे? नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला पार्ट हुआ ही नहीं उस दिन, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इस पार्ट को उठा के थोड़ा आगे सरका देता हूँ। जब वो हुआ ही नहीं उस दिन तो क्या मतलब है, हमने ले लिया नए डेट पे उसको, ले ये लो 20 तारीख, जिस दिन वो आया। अब इसकी बात करो, ये तो कवर कॉन्ट्रैक्ट था, हमने फॉरवर्ड बाय कर रखा था, है ना। फॉरवर्ड बाय करा है तो अब उसको क्लोज कैसे करोगे? क्लोज तो करना पड़ेगा। बाय को क्लोज करने के लिए सेल करोगे, और आज ही ड्यू है तो स्पॉट पे सेल कर दो। किस मार्केट में? कस्टमर को थोड़ी, इंटर बैंक में। जब इंटर बैंक का रेट उठाओगे आज ही सेल का, तो दूसरे बैंक के एंगल से सोचोगे, हमारे नहीं। हम सेल करना चाहते हैं तो दूसरी बैंक बाय करेगी, बिड रेट लगेगा स्पॉट का, ड्यू डेट का। तो 10 तारीख का, 10 जून का स्पॉट का पहले वाले रो में बिड रेट उठाओगे 48.80। मार्जिन लगाना है क्या? नहीं,
इंटर बैंक रेट है, मार्जिन नहीं लगेगा। सो 48.80 पे आप बेच दोगे तो आपको पैसा मिलेगा। आपने कवर कॉन्ट्रैक्ट में तो खरीद लिए इतने रेट पे, अब आपको स्पॉट में बेचना पड़ेगा, क्योंकि क्या करोगे, वैसे देखा जाए तो ये जाते ओरिजिनल में, पर ओरिजिनल वाला कस्टमर ही नहीं आया तो इसको बेच दिया आपने यहाँ पे स्पॉट में। ठीक है, अब आप क्लियरली देख सकते हो इसमें आपका नुकसान हुआ है 0.48 का, है ना, पैसे कम आए, तो इस पे आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे। अब सबसे पहली बात, इंटरेस्ट मेरे हिसाब से तो चार्ज करना चाहिए जब कस्टमर आया 20 तारीख तक, पर क्वेश्चन में 3 दिन का इंटरेस्ट लगाते वो लोग। इस वाले में तो पूरा 10 दिन मिलेगा, अगले क्वेश्चन में पता चलेगा। तो चलो ठीक है, अभी हम 12% लिखा है इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड, तो हम इसको $20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे और उस पे 12% लगाएंगे और उसको 10/365 करेंगे, क्योंकि 10 ही दिन का चाहिए, तो वो आता है 32 रुपीज़ का इंटरेस्ट। पहला पार्ट मेरा यहाँ पे निकल गया। ठीक है, आ जाओ मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन आउटले, ठीक है, 48 का लॉस आया, पेबल बाय कस्टमर, गेन तो शेयर होगा भी नहीं। टोटल 20,000 पे इतना आता है, 9,600 पे 12% फॉर 10 डेज 365 से लगाओगे तो 32 रुपये आ गया। ये आप क्या इंटरेस्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या बोला था उन्होंने, एक्सचेंज का डिफरेंस, यानी कैंसिल जब करेगा बंदा, वो कैंसिल करने आया था तो उसका डिफरेंस एक्सचेंज कैंसिल होगा। अब देखो वो कितने तारीख को आया, 20 तारीख को, तो कैंसिल कब होगा ये बताओ। उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है वो कैंसिल उसके साथ ही करना है, 20 तारीख को ही होगा। उसके साथ हमारा फॉरवर्ड सेल था, तो हम स्पॉट में उसी दिन करना है कैंसिल, स्पॉट में बाय कर लेते हैं उसके साथ। कस्टमर के एंगल से पढ़ रहे हो, वो कस्टमर के साथ आप डील कर रहे हो, खुद के एंगल से रेट पढ़ोगे। बाय है, बिड रेट उठाओ, मार्जिन एडजस्ट करोगे। कब, 20 जून का, ध्यान देना सर, 20 जून का ये रहा आपका बिड रेट। कैंसिल करने के लिए ये रेट लगेगा 48.6800। ठीक है, लगाना कस्टमर को है ये रेट हमें, तो हम इसमें से 0.10% का मार्जिन माइनस कर देंगे। ये हमारा मार्जिन है बैंक का। ठीक है, हम कस्टमर के साथ कैंसिल कर रहे हैं ना, तो कस्टमर के लिए जब भी रेट उठाओगे पहला तो अपने एंगल से लेना, उसको अपने एंगल से लोगे तो मार्जिन भी एडजस्ट करोगे। फॉरवर्ड बाय है तो बाय का मतलब बिड अपने एंगल से ले लिया, 48.68 माइनस 0.10 करेंगे तो आता है 48.6313। अब आप राउंडिंग ऑफ करोगे तो आता है 48.6325, नियरेस्ट जो है वो आगे जाके आ रहा है। सो 48.6325 आपका बन जाएगा स्पॉट पे बाय करने का रेट। कस्टमर के साथ आप इस रेट पे कैंसिल कर रहे हो, कस्टमर को बोला था इस रेट पे मैं तुम्हें बेचूंगा, आज तुम आए हो तो आज का रेट जो है वापस खरीदने का, क्लोज करने के लिए, वो ये है। अब आप देख लो डिफरेंस, सो वो आता है 0.7675 का क्लोज करने के लिए। ठीक है सर, आ गया। अब आपके डॉलर टोटल कितना है, 20,000 मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ गया जो लॉस है एक्सचेंज का कैंसलेशन की वजह से, दैट इज़ 15,350। ये भी आप रिकवर करोगे, है ना, ये रहा। ठीक है, 48.68, ध्यान देना लेस करा हमने मार्जिन, उसके बाद 13 आया, नियरेस्ट राउंड ऑफ 6325 आया, और ये दोनों का डिफरेंस आ गया 15,350। तो ये भी हम रिकवर करेंगे। तो अब हमारी 2-3 चीज़ें आ गई है। एक्सचेंज का डिफरेंस है 15,350, इंटरेस्ट हो गया 32 रुपीज़। अब बात करते हैं सर स्वैप लॉस की। स्वैप लॉस निकालना यानी कि पुराने 2 कॉन्ट्रैक्ट को कवर अप करना या क्लोज करने के लिए जो बैंक ने ड्यू डेट पे करा, वो 2 नए रेट का बीच का डिफरेंस। मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान देना। जो 2 पुराने कॉन्ट्रैक्ट थे वो था ये और ये, है ना, ये था ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, ये था कवर कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों को क्लोज करने के लिए बैंक ने जो यहाँ पे करा 10 जून को, वो जो 2 नए रेट आएंगे, है ना, उसके बीच का डिफरेंस विल बी योर स्वैप लॉस। और वो स्वैप लॉस आपने अभी पहले भी सीखा अर्ली डिलीवरी में, 3 चीज़ें कवर करेगा। आपका ओरिजिनल प्रॉफिट, ठीक है, आपका जो इन दोनों के बीच का लॉस हो रहा है वो, और कवर के लिए जो नया कवर आप लोगे। ठीक है, पहला आपने इसको कवर करने के लिए तो ये नया रेट ले लिया, तो एक रेट तो हमारे पास आ गया, ये है वो 48.80।
अब आप क्या करोगे, 10 जून को ही आप ऐसा बोलोगे, ठीक है, रियल में हो नहीं हो, आप ऐसा बोलोगे कि भाई कस्टमर आज नहीं आया पर कल आ गया, तो उसको फॉरवर्ड सेल करा हुआ है, अगले 3 दिन के अंदर अगर आता है, उसे बेचने के लिए हमारे पास डॉलर होने चाहिए, तो हम आज ही नियरेस्ट पॉसिबल या क्लोजेस्ट पॉसिबल फॉरवर्ड बाय कर लेते हैं। ऐसा ही वाला ट्रांजैक्शन कवर वाला, यही तो यहाँ पे अब इसके साथ एडजस्ट हो गया, तो ऐसा ही एक क्लोजेस्ट वाला लगेगा आपको उसके साथ इसके साथ एडजस्ट करने के लिए। सो देयर विल बी अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट स्वैपिंग के लिए, इसको एडजस्ट करने के लिए आप करोगे फॉरवर्ड बाय क्लोजेस्ट वाला, और ये आप करोगे इंटर बैंक मार्केट में, तो मार्जिन की कोई दिक्कत नहीं, पर रेट दूसरे बैंक के एंगल से लेने पड़ेंगे। सो आप ये सब कब कर रहे हो, पहली बात तो 10 जून के, 10 जून को तो 10 जून के कॉलम में देखेंगे। 10 जून के कॉलम में हमें क्लोजेस्ट फॉरवर्ड रेट लेना है, तो ये रहा जून एंडिंग का, यानी अब हमारे पास ये 2 ऑप्शन बचे हैं सिर्फ। अब इसमें भी हमें इंटर बैंक रेट है, तो दूसरे बैंक के एंगल से पढ़ना है। हम बाय करना चाहते हैं फॉरवर्ड बाय में, तो दूसरी बैंक बेचेगी, बेचेगी तो रेट लगेगा बिड आस्क, बेचेगी तो लगेगा आस्क। 48.95 का आपका रेट बनता है। सॉरी, मैं यहाँ फॉरवर्ड बाय करना चाहता हूँ, तो ये बनता है 48.95 का। ये है दूसरा नया रेट। तो मैंने जो 2 ब्लू में रेक्टेंगल करे हैं, ये वो 2 नए रेट है जो पुराने 2 कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करने के लिए 10 जून को लिए गए। अब वो दूसरा वाला लिया जाए असली में या नहीं लिया जाए, फेडाई बोलता है कि स्वैप लॉस तो रिकवर होगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 48.80 में बेचा, 48.95 में खरीदा। महंगे में खरीदा ना, दिख रहा है 15 पैसे आप ज़्यादा दे रहे हो। आ जाओ, ये रहा स्वैप लॉस, बेचा 80 में, खरीदा 95 में। क्लोजेस्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये है क्लोजेस्ट फॉरवर्ड बाय, बाय करा है तो आस्क रेट लिया क्योंकि दूसरे पार्टी के एंगल से देखना था। इंटर बैंक मार्केट है, 15 पैसे का $20,000 पे टोटल नुकसान निकालोगे तो 3,000 रुपये वो होते हैं, तो ये हमारा 3,000 यहाँ आ गया। अब इन तीनों का टोटल करोगे 15,000, 3,000 और 32, तो आपका टोटल आ जाएगा कैंसलेशन चार्जेस अगले पेज पे, ठीक है। 15, 3 और 32 ये टोटल कैंसलेशन चार्जेस हो गए। अब ये कैंसलेशन चार्जेस तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो तब भी देने हैं, एग्जीक्यूट करो तब भी देने हैं, एक्सटेंड करो तब भी देने हैं। देखना है, हम एग्जीक्यूट करने गए तब भी मांगा गया हमसे, हम एक्सटेंड करने गए तब भी हमसे मांगा गया। इसके अलावा और क्या होगा, इसके साथ तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ। अब आप 20 जून को एग्जीक्यूट करने गए, दूसरा ऑप्शन ले रहा हूँ, 20 जून को एग्जीक्यूट करने गए, इसका मतलब डिलीवरी के लिए गए। डिलीवरी यानी कि इम्पोर्टर आया हमारे पास खरीदने के लिए, हमें उसे बेचना है। आज ही आया ना वो खरीदने के लिए, तो हमें उसे बेचना है, आज ही बेचना है। 20 जून को स्पॉट का सेलिंग रेट लगेगा, और उसको लगा रहे हो तो अपने एंगल से पढ़ोगे। स्पॉट सेलिंग रेट यानी कि आस्क, 20 जून का स्पॉट का आस्क रेट लगाओगे। हैं, कहाँ गया, 36, ये सेव नहीं हुआ लगता मेरे को, हो गया हो गया। सो 20 जून को उसको अब एग्जीक्यूट करना है यानी कि बेचना है। आप बेचोगे, स्पॉट का सेलिंग रेट है 48.72, और आस्क रेट में आप अपना मार्जिन ऐड करते हो, मार्जिन जो है आप ऐड करोगे। ये रहा 48.72, कहाँ गया, ये रहा 48.72 आया, उसमें मार्जिन आपने देखा ऐड करा है, और क्लोजेस्ट में क्लोज कर देना। 7687 है, ये हो जाएगा 48.7700, क्योंकि क्लोजेस्ट आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं आ रहा। 13 पॉइंट आ गया ना, 13 है या 12 पॉइंट आ गया, 12 ही पॉइंट आ गया। तो आप उसको ऐसा भी कर सकते हो फिर, 7675, ईयर राउंडिंग ऑफ कर दी, ठीक है। ये हो गया, आप 20 तारीख को आके एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो। पर अगर आप 20 तारीख को आके बोल रहे हो कि 3 महीने से एक्सटेंड कर दो, यानी यही रेट लगेगा, ये लगा था अगर आज चाहिए था तो। पर 20 तारीख को आके आप बोलते हो कि मुझे अगस्त का रेट दे दो, यही है ना,
एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट विद द ड्यू डेट टू फॉल ऑन 10th ऑफ अगस्त। तो अगस्त का रेट चाहिए, तो अगस्त में ये रहा रेट लगेगा। तो आज की, क्योंकि खरीदना आपने है, बैंक ने बेचना है, बैंक अपने एंगल से रेट देगी, तो बेचना है तो आज का रेट देगी 48.99 ये रेट लगा 48.99। उसमें प्रीमियम अपना मार्जिन ऐड कर दो। कहाँ गया, मैंने कुछ गलत बोला क्या? 48.99 अगस्त का रेट ना, अगस्त, अच्छा हाँ सॉरी, मैं थोड़ा ऊपर लेके चला गया, मैंने जुलाई का रेट यहाँ पे मार्क कर दिया 49.25, ये रहा अगस्त का रेट, है ना? ठीक है, तो 49.25 ये रहा, उसमें हम हमारा मार्जिन ऐड कर देंगे 49.25, ये मार्जिन ऐड कर दिया, 2992 आया, उसको राउंड ऑफ कर दो, 300 पे, ख़त्म। तो तीनों में क्या था, कॉमन जो था वो कैंसलेशन के चार्जेस थे। कैंसलेशन में तीन चीज़ें हैं सर, एक्सचेंज का डिफरेंस यानी कि एक्चुअल कैंसलेशन चार्जेस, स्वैप का लॉस और इंटरेस्ट। एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर ख़त्म करेंगे इसको। सेम सिमिलर टाइप का है, बस आपको यहाँ पे अब प्रॉपरली 4 तारीख से 7 तारीख यानी कि 3 दिन का डिफरेंस दिया है, और फिर बोला कि कस्टमर तो आया 14 तारीख को। अब कस्टमर 14 को आया तो इसका मतलब 14 के रेट लगेंगे क्या? नहीं सर, 7 तारीख के रेट लगेंगे कैंसलेशन के लिए। बस इतना डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। आओ देखते हैं। जेड को रेमिट करना है, इसमें भी जेड क्या है, पार्टी है, एक कस्टमर, उसको अपनी डॉटर की एजुकेशन के लिए 4 अप्रैल को $1,00,000 भेजने हैं डॉटर को। तो वो खरीदने हमारे पास ही आएगा, उसने करना है फॉरवर्ड बाय, हमने करना है उसके साथ फॉरवर्ड सेल एग्रीमेंट। ठीक है, कब करा सर? 4 जनवरी को ही कर लिया, यानी कि 3 महीने पहले। आप यहाँ पे टाइमलाइन बना लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ यार, यहाँ लिखूँगा तो दूसरे क्वेश्चन में आ जाएगा, यहाँ ले लेते छोटा छोटा। ये रहा, ये जनवरी है, फेब, मार्च, अप्रैल। 4 अप्रैल को भाई साहब ने आके हमसे खरीदना था, हमने बेचना था। ठीक है, अब रेट देखो क्या हुआ, उसने बुक कर लिया कॉन्ट्रैक्ट विथ हिज बैंक ऑन 4th जनवरी एट 73.8775। हमने इस पे, बैंक ने फॉरवर्ड सेल करना है, उसने फॉरवर्ड बाय करना है। हमने डॉलर इतने भाव पे बेच देना है, हमने खुद को कवर कर लिया कि हम उस दिन उतने भाव पे खरीद लेंगे, बैंक उस दिन इतने रेट पे खरीदेगी, इतने रेट पे बेच देगी, बैंक का प्रॉफिट। ठीक है सर। सो एक्चुअल में ये होता, बैंक बेचती 73.8775 पे, 73.8775 पे, और बैंक फॉरवर्ड मार्केट में, इंटर बैंक में कवर कर लिया था 73 क्या रेट है दूसरा वाला, 7575 पे। ध्यान देना, इस पे बेचती तो ये पैसा डॉलर देती, रुपीज़ आते, और ये रुपीज़ जाते। ये तो बहुत क्लियर हो गया आपका यहाँ पे। पर बंदा उस दिन आया ही नहीं, बंदा जो भी है उस दिन आया ही नहीं। अब आपको रेट्स भी दिए हुए हैं, आगे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। एक्सचेंज मार्जिन ऑफ 0.10% एंड इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड ऑफ 12% आर अप्लीकेबल। ठीक है, द रेमिटर ड्यू टू रीशेड्यूलिंग ऑफ सेमेस्टर, उसने रिक्वेस्ट करा 14 अप्रैल को। भाई 4 अप्रैल को ड्यू हो गया, 7 अप्रैल तक की तारीख थी, वो भाई साहब आए, वो बहन जी आए 14 अप्रैल को, फॉर एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू ड्यू डेट। अब एक्सटेंड कराना हो, डिलीवरी हो, कैंसलेशन हो, एक चीज़ तो रूल बना लो कि ड्यू डेट अगर जा चुकी है, लेट वाला केस आ रहा है, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करोगे। एक्सटेंड कराना है तो नया रेट दे देना, डिलीवरी लेनी है तो स्पॉट का रेट आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो कैंसलेशन का रेट क्या लगेगा। कैंसलेशन कब होगा? 14 तारीख को होगा कैंसलेशन, पर कैंसलेशन का रेट जो लगेगा वो 4 और 3 दिन 7 तारीख का ही रेट लगेगा, जैसे हमने रूल में पढ़ा था। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास वो 3 दिन का रेट ही नहीं था, तो हमने 20 जून का लगाया, 10 के बाद सीधा 13 जून का लगाना चाहिए था ना, नहीं था। तो अब हम लगाएंगे सर 7 तारीख का रेट। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो बैंक ने करा था वो था फॉरवर्ड सेल का, वो देने वाली थी, तो 7 तारीख को स्पॉट बाय का रेट लगेगा, है ना। 7 तारीख का स्पॉट का बाय करने का रेट बैंक के एंगल से कस्टमर को लगा रहे हैं, तो ये बिड रेट आ जाएगा, ये तो मानते हो। और बिड रेट आएगा तो उसमें से मार्जिन माइनस होगा,
तो 7 तारीख का स्पॉट का बिड रेट देखो कितना है। 7 तारीख का स्पॉट का बिड रेट हो गया 73.1575। उसमें हम मार्जिन एडजस्ट कर देंगे। ये लो, कैंसलेशन रेट 1575, मार्जिन हमने माइनस कर दिया क्योंकि ये बिड था, माइनस करा, ये आया, इसको राउंड ऑफ कर लिया नियरेस्ट 0.0025। ठीक है, कैंसलेशन का रेट हमें पता चल गया। अब ये रेट और ओरिजिनल रेट के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा कैंसलेशन चार्जेस बन जाता है। जस्ट अ सेकेंड। अमाउंट पेबल ऑन $1,00,000, बहुत सिंपल। क्या रेट पे हमसे डील हुई थी सर उस बंदी की कि हम उसे 73.8775 में बेच देंगे। ठीक है, 73.8775 में बेच देंगे तो इतना पैसा आना चाहिए था 87,750 कस्टमर से। अब कस्टमर के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कस्टमर को इतना ही पैसा जाना चाहिए। क्या रेट से? 8500, ये रहा 8500 नहीं, 73.0850। तो ओरिजिनल रेट और कैंसलेशन का अभी अभी कैलकुलेट किया हुआ रेट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज द टोटल अमाउंट दैट द कस्टमर हैज़ टू पे टू द बैंक एज अ कैंसलेशन चार्जेस। ठीक है, और अब बात करते हैं स्वैप लॉस की। स्वैप लॉस के लिए आपको 2 नए रेट चाहिए, कवर कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करने के लिए, और जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसका 4 तारीख को ही, 4 ही है ना, 4 तारीख को ही लिया हुआ रेट, क्लोजेस्ट फॉरवर्ड रेट। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तारीख 4 ही रहेगी स्वैप लॉस में। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, कवर कॉन्ट्रैक्ट। ओरिजिनल था आपका फॉरवर्ड सेल का, कवर था फॉरवर्ड बाय का। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो था उसको अगर आपको क्लोज करना है, स्वैपिंग में जाना है, तो आप क्लोजेस्ट फॉरवर्ड बाय ले लोगे इंटर बैंक मार्केट के साथ। और कवर कॉन्ट्रैक्ट में तो 4 तारीख को ही था वो ड्यू, वो तो आगे नहीं बढ़ा, वो 4 तारीख को ही था, तो स्पॉट में उसको सेल कर दोगे। और ये दोनों रेट जो है सर इंटर बैंक है, तो दूसरे बैंक के एंगल से हमें रेट लेने पड़ेंगे। ठीक है, सो ध्यान देना, 4 तारीख को स्पॉट का सेलिंग रेट लो और 4 तारीख को ही क्लोजेस्ट फॉरवर्ड बाइंग रेट ले लो। अब दूसरा, क्योंकि इंटर बैंक रेट है, ध्यान देना, आप अब दूसरे बैंक के साथ डील कर रहे हो तो दूसरे बैंक के एंगल से रेट लोगे। आप सेल करना चाहते हो तो दूसरी बैंक बाय करना चाहेगी, आपको बिड रेट लेना पड़ेगा। इस केस में आप बाय करना चाहते हो, दूसरी बैंक सेल करेगी तो आस्क रेट लेना पड़ेगा। ठीक है, फॉरवर्ड आस्क आएगा क्लोजेस्ट 4 तारीख का, फॉरवर्ड आस्क क्लोजेस्ट ये रहा, और स्पॉट बिड ये रहा। ठीक है, ये आया आपका कवर कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करने के लिए, कवर को सेटल करने के लिए, और ये आया आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो था उसको स्वैप करने के लिए, यानी उसको कवर करने के लिए एक तरह से। तो 73.4275 और 73.2775। देखो, आप इन रेट पे क्या कर रहे हो, आप बाय कर रहे हो तो आपका ये पैसा जाएगा, डॉलर खरीद रहे हो, और दूसरे रेट पे सेल कर रहे हो तो ये पैसा आएगा, आपका नुकसान है। यहाँ पे दिख रहा है 73.4275 माइनस 73.2775, सो दैट्स 15 पैसे का स्वैप लॉस आ रहा है। देखते हैं सही है गलत है। ये रहा 4275 और 2775, इस तरीके से इंटरप्रेट करोगे सर। ठीक है, जो आपने 4275 लिया है ये क्लोजेस्ट फॉरवर्ड क्या था, बाय था। आपका बाय है तो दूसरे बैंक का तो आस्क रेट बन जाएगा ना, क्योंकि इंटर बैंक रेट है ये, दूसरे बैंक के एंगल से पढ़ने थे, और ये था स्पॉट में सेल रेट। तो सेल का रेट दूसरे बैंक के एंगल से बिड का बन गया, तो ये ऐसा आ गया 0.5, $1,00,000 पे 15,000 का नुकसान स्वैप का। तो आपका कैंसलेशन हो गया, अमाउंट आ गया, स्वैप लॉस आ गया, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड। सर ये देखो, हम अगर हमारे टाइमलाइन के हिसाब से जाए तो यहाँ पे कवर कॉन्ट्रैक्ट था एक आपका, कवर कॉन्ट्रैक्ट का रेट क्या था, यहाँ नहीं दिया हुआ है पीछे।
कवर करा था आपने 73.7575 में, आपने बोला था कि मैम खरीद लेंगे। यहाँ पे आप फॉरवर्ड बाय करने वाले थे 73.7575 पे, ठीक है। इसको क्लोज करने के लिए एक नया रेट आपने लाया, स्पॉट में सेल कर दिया। फॉरवर्ड बाय था ना, तो आपने स्पॉट में सेल कर दिया। यही वाला रेट है वो 73.2775 स्वैप के लिए, 73.2775। इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज योर एक्स्ट्रा आउटफ्लो, जिस पे आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे। 7575 2775, 7575 2775, ठीक है। ये था आपका कवर कॉन्ट्रैक्ट और ये था स्पॉट में आपने उसको क्लोज करने के लिए जो लिया, ठीक है। तो ये आपका नुकसान आ गया, अमाउंट पेबल बाय कस्टमर। ठीक है, वैसे तो ये पेबल नहीं आएगा, क्योंकि पेबल है पर पे नहीं करेगा, क्योंकि वो स्वैप लॉस में आ गया है वो अमाउंट। हमने देखा था ना, स्वैप लॉस जब हम कैलकुलेट करते तो उसमें दोनों तीनों चीज़ें आ जाती है। तो इस पे हम चार्ज करेंगे इंटरेस्ट 0.48 पे। आगे देखो, तो 0.48 यानी 1 लाख पे 48,000, 12% फॉर 3 डेज। अब उन्होंने 4 तारीख से 7 तारीख तक ही करा है, जबकि बंदा आया 14 तारीख तक। अब 7 तारीख 3 दिन का जो कंडीशन है वो रेट लेने के लिए है, पर बैंक जनरली तब तक चार्ज करेगी जब तक सामने वाला बंदा आके हमें पेमेंट नहीं कर देता ना। तो होना तो वो 10 दिन का चाहिए था, बट अब क्वेश्चन ने इंस्टीट्यूट में 3 दिन का लिया है। आप भी अगर ऐसा ही करना, 3 दिन का ही लेना, जब तक इंस्टीट्यूट उसे ठीक नहीं करती, ऐसा मुझे लगता है। हो गया सर आपका इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड। अब ये इंटरेस्ट, ये स्वैप लॉस और ये जो अमाउंट पेबल आया था, इन तीनों का टोटल इज योर कैंसलेशन चार्जेस, ठीक है। अब नए कॉन्ट्रैक्ट रेट की बात करते हैं। ये टोटल कॉस्ट जो पूछ रहे हैं ना, ये अमाउंट पेबल, स्वैप लॉस और इंटरेस्ट, ये 5वें का 6वें का आंसर हो गया, इन तीनों का टोटल। नया कॉन्ट्रैक्ट रेट चाहिए सर। नया कॉन्ट्रैक्ट रेट कब चाहिए? 14 अप्रैल को गए थे कस्टमर बैंक के पास, 14 अप्रैल को आया था और बोल रहा था कि 14 जून को आके मैं खरीद के लेके जाऊंगा। वो खरीदेगा तो बैंक तो बेचेगी। 14 अप्रैल को 14 जून का बैंक का बेचने वाला रेट, ध्यान देना, 14 अप्रैल को और 14 जून का, यानी कि ये वाला सेकंड लास्ट, 14 अप्रैल को 14 जून का रेट ये है। और इसमें भी बैंक कस्टमर को लगा रही है बेचने वाला रेट, यानी कि आस्क, और इसमें प्रीमियम हम ऐड करेंगे। बिड रहता तो प्रीमियम माइनस करते, प्रीमियम यानी कि सॉरी मार्जिन ऐड करेंगे। बिड रहता तो मार्जिन माइनस करते, 73.7050। कहाँ गया? ये रहा, ये उठाया। 14 अप्रैल को ही 14 जून का रेट देखना है और बैंक बेचेगी, हमारे एंगल से ही देखना है तो आस्क। यही कॉन्ट्रैक्ट हम इंटर बैंक मार्केट में करते बेचने का, तो दूसरे बैंक के एंगल से कि हम बेच रहे, दूसरे बैंक खरीद रही है, तो बिड लगता। फ़र्क ये है, ठीक है, ध्यान देना। आप जब रेट उठा रहे हो ना, तो पहले ये देखो कस्टमर के साथ डील कर रहे हो, जिसे हम मर्चेंट कहते हैं, और या फिर इंटर बैंक में दूसरी बैंक के साथ डील कर रहे हो, है ना। अगर आप मर्चेंट के एंगल से कर रहे हो तो सेल है तो आस्क ले लोगे, बिड है तो, सॉरी मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ, बाय है तो बिड ले लोगे। पर अगर दूसरी बैंक के साथ कर रहे हो और आपको बेचना है, तो सामने वाली बैंक खरीदेगी तो बिड रेट लगेगा, और आपको खरीदना है तो सामने वाली बैंक बेचेगी तो आस्क रेट लगेगा। बस ये है कि किसके साथ कर रहे हो, उस हिसाब से बिड आस्क डिपेंड करता है, ठीक है। आपने करा, मार्जिन ऐड करा क्योंकि आस्क रेट था, नियरेस्ट 0.0025 पे ले लिया। कैंसलेशन, स्वैप और इंटरेस्ट का टोटल इज योर टोटल कॉस्ट। यहाँ पे हुई आपकी कहानी ख़त्म, आपकी मतलब इस पूरे कॉन्सेप्ट की। तो ये जो आखिरी के 2 कॉन्सेप्ट पढ़े ना सर, इसको चाहिए प्रैक्टिस, और इसमें आप पूछो डाउट्स, कुछ भी लगता ना आप मुझे डाउट पूछो, आपको मैं बता रहा हूँ डाउट पूछने में बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने पूरे के पूरे 9 पार्ट क्लियर कर लिए। मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में, इस वाला क्वेश्चन, ये वाला लेटेस्ट वाला तो एक्सटेंशन का था, पिछले क्वेश्चन में तो सब थे, कैंसिल भी करना है, एग्जीक्यूट भी करना है और एक्सटेंड भी करना है। तो हमने 7, 8, 9 देख लिया। इस तरह से हमारा ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्लोज। मैंने जानबूझ के इसको धीरे पढ़ाया क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं और
मैं यहाँ आ जाता हूँ। अब जो आखिरी के दो क्वेश्चन आपके बचे हैं वो है नोस्त्रो वोस्त्रो और लोरो अकाउंट पे, नोस्त्रो वोस्त्रो और लोरो पे। इसको भी सर लास्ट वाले को तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि इसमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं पहले कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ कि नोस्त्रो क्या होता है, वोस्त्रो क्या होता है, लोरो क्या होता है, और उसके बाद ये दो क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए सर, देखो ये रहा। अब मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट कि नोस्त्रो वोस्त्रो और लोरो अकाउंट क्या होता है। एक तरह से जैसे बैंक अकाउंट होते हैं ना, मेरा अकाउंट होता है एसबीआई बैंक में या आईसीआईसीआई बैंक में, आपके भी बैंक अकाउंट होंगे अलग अलग बैंक में, वैसे ही ये अकाउंट है सर। एक कंट्री का दूसरी कंट्री में जो अकाउंट होता है, एक बैंक का अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जो अकाउंट है वहाँ के बैंक में, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सबसे पहले तो लेते हैं इंडिया। इंडिया में दो बैंक लेते हैं, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक, ठीक है, ले लिया। और दूसरा लेते हैं सर अमेरिका। अमेरिका में लेते हैं बैंक ऑफ अमेरिका, BOA, ये बैंक ऑफ अमेरिका। अब बैंक ऑफ अमेरिका में एक अकाउंट खुला हुआ है, ये रहा, दिख रहा है आईसीआईसीआई नाम से, ये रहा। अब ये जो अकाउंट है इसके बारे में हम बातें करेंगे। अकाउंट कहाँ पे है? अमेरिका में, अमेरिकन बैंक में, पर है किसका? आईसीआईसीआई ने खोल रखा है। आईसीआईसीआई ने अपना ही अकाउंट खोल रखा है बैंक ऑफ अमेरिका में कि जब भी आईसीआईसीआई को डॉलर के फंड्स की ज़रूरत होगी तो इस अकाउंट को वो एक्सेस कर लेगी। अब थोड़ा ध्यान देना, आईसीआईसीआई के एंगल से देखा जाए तो वो अकाउंट मेरा है, मैं आईसीआईसीआई बैंक, अकाउंट मेरा है, बैंक आपकी है ना? अकाउंट मेरा, बैंक आपकी। कैसे पढ़ोगे सर? माई अकाउंट योर बैंक। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो उस अकाउंट को मैं नोस्त्रो अकाउंट बोलूंगा। ये अकाउंट क्या हो गया? नोस्त्रो अकाउंट। जब भी क्वेश्चन आएगा कि नहीं मेरा नोस्त्रो अकाउंट, यानी कि मेरा अकाउंट किसी और के बैंक में, वो मेरा नोस्त्रो अकाउंट है, ठीक है। अब बैंक ऑफ अमेरिका के एंगल से देखो, बैंक किसकी? मेरी। ये बैंक तो मेरी है और अकाउंट किसका? आपका। वो उल्टा हो गया है ना। बैंक ऑफ अमेरिका के एंगल से बैंक तो मेरी है, अकाउंट आपका है। यही अकाउंट जो आपके लिए नोस्त्रो था वो मेरे लिए बन गया वोस्त्रो। तो क्वेश्चन में अगर कभी भी आया कि मेरा वोस्त्रो अकाउंट, मेरा वोस्त्रो अकाउंट, इसका मतलब बैंक मेरी, अकाउंट किसी और का, मेरा अकाउंट नहीं है वो। वोस्त्रो अकाउंट मेरे लिए, यानी कि सिर्फ बैंक मेरी है, अकाउंट किसी और का है, दैट इज योर वोस्त्रो। क्लियर हो गया? नोस्त्रो अकाउंट क्या बोलते हैं और वोस्त्रो अकाउंट क्या हो गया? नोस्त्रो में अकाउंट मेरा, बैंक आपकी, वोस्त्रो में बैंक मेरी, अकाउंट आपका। बहुत क्लियर, ठीक है। सो एक चीज बोल सकता हूं मैं कि अगर वो वोस्त्रो अकाउंट है तो उसके अंदर जो फंड्स है वो होम करेंसी में होंगे। देख लो, बैंक ऑफ अमेरिका के लिए होम करेंसी डॉलर है और यहाँ पे फंड्स भी डॉलर में होंगे। पर जो नोस्त्रो अकाउंट है वहाँ पे जो फंड्स होते होंगे वो फॉरेन करेंसी में होते हैं, राइट सर। इंडियन बैंक आईसीआईसीआई के लिए होम करेंसी तो रुपीज़ है, पर यहाँ पे तो डॉलर रखे हुए, तो वो फॉरेन करेंसी फंड्स हो गए, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, जैसे एसबीआई बैंक ले लो, एसबीआई बैंक का बैंक ऑफ अमेरिका में कोई अकाउंट ही नहीं है, या पूरे अमेरिका में ही कोई अकाउंट नहीं है, चलो मान लिया नहीं है, ठीक है। पर अब एसबीआई को अपने क्लाइंट्स के साथ में कुछ ऐसी डील करनी पड़ रही है जहाँ पे डॉलर्स की ज़रूरत है अमेरिका में। अब एसबीआई का तो खुद का कोई अकाउंट है ही नहीं, एसबीआई आईसीआईसीआई का नोस्त्रो अकाउंट यूज़ कर सकता है। आईसीआईसीआई के साथ मिलके अगर वो वाला अकाउंट यूज़ कर रहा है, नोस्त्रो वाला जो बैंक ऑफ अमेरिका में है, तो वो अकाउंट आईसीआईसीआई का एसबीआई के लिए लोरो अकाउंट बन जाएगा, जिसमें वो अकाउंट भी एसबीआई का नहीं है, बैंक भी एसबीआई के नहीं है। योर अकाउंट देयर बैंक, आपका अकाउंट उनकी बैंक में जो है उसको मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, एसबीआई के लिए वो हो गया लोरो अकाउंट। सो क्वेश्चन अगर आता है कि मैं लोरो अकाउंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मान जाना कि वो ना मेरा अकाउंट है ना मेरा बैंक है, ठीक है। अगर ना मेरा अकाउंट ना मेरा बैंक, तो वो हो गया लोरो। नोस्त्रो, वोस्त्रो और लोरो, ये थोड़ा प्रैक्टिस के साथ साथ आ जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं, 2-3 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अब इसके साथ एक क्वेश्चन करते हैं सर, मोस्टली हम नोस्त्रो अकाउंट पे करेंगे कि भैया अकाउंट मेरा है पर बैंक आपकी है,
क्वेश्चन नंबर 42 देखो, ये तो काफ़ी आसान है, इसके बाद वाला आएगा मज़ेदार। ABN एमरो बैंक एक एम्स्टर्डम में बैंक है, वो क्या परचेस करना चाह रही है? 15 मिलियन रुपए परचेस करना चाह रही है, ठीक है। सो दे वांट्स टू बाय रुपी अगेंस्ट US डॉलर, यानी कि सेल क्या करना है? डॉलर, फॉर फंडिंग देयर वोस्त्रो अकाउंट विथ कैनरा बैंक, ठीक है सर। वोस्त्रो अकाउंट में पैसे डालने हैं कैनरा बैंक का, कैनरा बैंक के लिए वो नोस्त्रो होगा। न्यू दिल्ली, अज्यूमिंग द इंटर बैंक रेट्स आर रुपीज पर डॉलर, दिस डॉलर बेस करेंसी है यहाँ पे। व्हाट वुड बी द रेट कैनरा बैंक वुड कोट टू ABN एमरो बैंक? फर्दर अगर डील स्ट्रक हो जाती है तो टोटल अमाउंट कितना होगा? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं बता देता हूँ। सेल करना है आपको डॉलर और इंटर बैंक रेट है, तो दूसरे बैंक के एंगल से देखोगे तो दूसरी बैंक बाय करना चाहेगी, बिड रेट लगेगा, ख़त्म। 15 मिलियन रुपए बिड रेट पे कन्वर्ट कर लो, पता चल जाएगा कितने डॉलर्स आप बेचना चाह रहे हो। सर ध्यान देना, असेट वहाँ पे डॉलर है तो मैं डॉलर के साथ क्या कर रहा हूँ वो ध्यान दूंगा। डॉलर मैं बेचना चाहता हूँ क्योंकि रुपए खरीदना है तो डॉलर बेचूंगा, पर मैं बेचना चाहता हूँ, दूसरी बैंक तो खरीदेगी, बिड रेट लग गया, है ना। ये रहा 51.3625 से डिवाइड करोगे, क्योंकि ये भी रुपीज़ ये भी रुपीज़, तो आपको डॉलर की वैल्यू पता चल गई। इतना तो आपको क्लियर हो गया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। लास्ट वाले पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 43, इसमें थोड़ा समझाना पड़ेगा। You as a डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज हैव द फॉलोइंग पोजीशन इन GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में आपकी पोजीशन क्या है ये लिखा हुआ है। ऑन 31 अक्टूबर 2019 आपके पास नोस्त्रो अकाउंट में कुछ बैलेंस है, क्रेडिट, ठीक है, और उसके बाद कुछ डिटेल दी हुई है, और डिसाइड द स्टेप्स वुड यू टेक अगर यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 65,000 GBP in the nostro account and oversold position of 20,000 GBP। अब मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। यहाँ पे हम दो स्टेटमेंट बनाएंगे, एक प्रॉपर अकाउंट बनाएंगे डेबिट क्रेडिट वाला, उसे हम नोस्त्रो अकाउंट कहेंगे। इसमें एक्चुअल में पैसा आ रहा है और जा रहा है रियल में, ठीक है। तो क्रेडिट यानी कि मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ है, पासबुक में आपके क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा ना, आपके एंगल से आपके अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, पर बैंक के एंगल से वो क्रेडिट हो गया। तो आपका जो रियल अकाउंट है नोस्त्रो अकाउंट किसी और के बैंक में, उसका ये डिटेल रहेगा। उसके बाद आपके खुद के घर में आपने घर में यानी कि अपने कंपनी में रजिस्टर बना रखा है। अगर आप फॉरेन करेंसी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो परचेस वाली साइड लिख देते हैं, बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सेल्स वाली साइड लिख देते हैं, ताकि आपको याद रहे। रियल में खरीदा बेचा तो भी आ जाएगा यहाँ पे, और आपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करा खरीदने बेचने का तो भी आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये सिंपल सा एक रजिस्टर है। पर ये तो अकाउंट मेरा किसी और कंट्री किसी और बैंक में है, यहाँ तो पैसा आएगा तभी इम्पैक्ट आना चाहिए इस अकाउंट में, आएगा या जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, स्टार्टिंग की पोजीशन ले लेते हैं। बैलेंस है नोस्त्रो अकाउंट में 2 लाख का, ठीक है। नोस्त्रो अकाउंट में 2 लाख का बैलेंस है तो हमने लिख लिया इधर में। अब डेबिट पहले कॉलम लिखो, क्रेडिट बाद में लिखो तो भी चलता, इन्होंने क्रेडिट पहले लिखा डेबिट बाद में लिखा, दैट्स टोटली फाइन। सो ये वाला एंट्री तो आपको समझ में आ गई कि क्रेडिट बैलेंस 2 लाख का आ गया अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी एंट्री है ये है ओपनिंग पोजीशन ओवरबॉट, ज़्यादा खरीद के रखा है। अब ये कोई अकाउंट का बैलेंस तो नहीं है, ये रजिस्टर की स्टार्टिंग है सर। आपने रजिस्टर मेंटेन करा, मान लो महीना ख़त्म हो गया, अब आपकी परचेस की साइड, सेल्स की साइड, परचेस की साइड परचेस की साइड है मान लो 21 लाख और सेल्स की साइड है 20 लाख। अब मेरा महीना ख़त्म हो गया या मेरा रजिस्टर ही ख़त्म हो गया, मेरे को नया रजिस्टर चालू करना है, तो ऊपर में ओपनिंग पोजीशन लिखूंगा। ओपनिंग पोजीशन मेरी ओवर बॉट है या ओवर सोल्ड है? मेरी ओवर बॉट आ रही है कितने से सर? 1 लाख से। 1 लाख से ओवर बॉट पोजीशन आई ना मेरी बैलेंस करने के लिए यहाँ पे, तो मैंने परचेस वाली साइड में आगे आके लिख लिया। उधर मैंने क्रेडिट में लिखा तो क्लोज हो गया। अब मैं यहाँ से वापस चालू कर रहा हूँ, तो मैंने मेरे स्टेटमेंट में लिखना है रजिस्टर सिंपल परचेस सेल के कॉलम के साथ ओपनिंग बैलेंस ओवर बॉट परचेस की साइड में लिख दिया 1 लाख। ये समझ में आया क्या? लिख दिया कि भैया हाँ, नेट में पता होना चाहिए ना कि मेरी नेट पोजीशन कितनी है फॉरेन करेंसी में, ज़्यादा खरीद के रखा है कि बेच के रखा है, ठीक है। रियल में ट्रांसफ़र नहीं हुआ कुछ भी। तीसरा, परचेज्ड बिल ऑन लंदन,
आप बैंक हो सर, कस्टमर ने कोई एक्सपोर्ट करा होगा माल, ठीक है, अपना माल एक्सपोर्ट करा होगा कस्टमर ने, एक्सपोर्टर ने। अब उसको उस इनवॉइस के तहत 1,60,000 GBP 2-3 महीने बाद आएंगे। ये बंदा आपके पास आके ये बिल आपको बेच देता है। एक्सपोर्ट इनवॉइस सेल करना, ऐसा एक क्वेश्चन गया था, है ना, और वो बेच देता है और कन्वर्ट करके ले जाता है रुपीस। तो 1,00,000 GBP हमने खरीदे, बिल के तहत खरीदे। अभी सिर्फ हमारे पास में बिल है, जिसका पेमेंट अब कौन करेगा? वो दूसरे देश में बैठा इस एक्सपोर्टर का कस्टमर अब हमें डायरेक्ट पेमेंट करेगा, ठीक है। ये पार्टी थी, ये हमारी बैंक है, ये एक्सपोर्टर है। एक्सपोर्टर ने कस्टमर को US में बेचा, तो $1,00,000 कस्टमर का एक्सपोर्टर को देना बनता है, पर वो 2-3 महीने बाद देगा। तो एक्सपोर्टर ने आके हमें बिल बेच दिया और हमने उसे रुपए दे दिए, क्योंकि इंडियन पार्टी है। अब कस्टमर से हम लेते बैठेंगे कितना सर? $1,00,000। तो हमें तो डॉलर वो आएगा ना, आया क्या? नहीं, आ गया होता तो नोस्ट्रो अकाउंट में आ जाता, पर आएगा तो वो 1,60,000, सॉरी 1,00,000 नहीं, 1,60,000 GBP हमने परचेज की साइड में लिख दिया, क्योंकि वो हमें आने वाला है कस्टमर से, एक्सपोर्टर के कस्टमर से हमें आएगा, लिख दिया। पोजीशन तो बन गई ना आपकी, अब कंफर्म हो गया 1,60,000 आना है, आ जाओ कल आओ। नेक्स्ट, सोल्ड फॉरवर्ड TT। ध्यान देना, TT यानी कि टेलीग्राफिक ट्रांसफर, एक तरह से आप लेके चलो NEFT RTGS जैसे आप करते हो। तो आपने बेचा, आपने 1,20,000 GBP बेचे, बट आज नहीं बेचे, अकाउंट से गए नहीं है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा है किसी के साथ कि फ्यूचर डेट पे जाके आप किसी को बेच दोगे, ठीक है। तो सोल्ड करा, ये लो 1,20,000, फॉरवर्ड सेल्स TT आ गया, सेल्स वाली साइड में आएगा क्योंकि आपने बेचा है। क्या वो नोस्ट्रो अकाउंट में डेबिट होगा बैलेंस? नहीं, रियल में अकाउंट से आज पैसा चला जाता तो यहाँ पे इम्पैक्ट आता, पर वो नहीं आएगा क्योंकि अकाउंट से आज नहीं गया। इसके बाद फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट कैंसल्ड, आप बाय करने वाले थे, ठीक है। फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट जैसे कहीं पे भी करा होगा, ये भी फॉरवर्ड परचेस ही हो गया, या फिर पिछले रजिस्टर में कोई कॉन्ट्रैक्ट करा होगा जहाँ पे जिससे ओपनिंग पोजीशन 1,00,000 की आई। तो आपने जब खरीदा, फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट लिखा, तो परचेस की साइड में 1,00,000 लिखा होगा, राइट। कितना? 60,000। आज अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो क्या रजिस्टर के पन्ने पलटा के उसको ऐसा काट दोगे? ऐसी एंट्री हम कभी भी नहीं करते। अकाउंट्स में भी अगर कोई एंट्री करी है तो उसको क्लोज करना है तो नई एंट्री करते हैं, राइट। तो इसकी भी नई एंट्री क्या होगी? परचेस को काटने के लिए नई एंट्री होगी सेल्स में 60,000। ये देखो है कैंसलेशन ऑफ फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट, 60,000 सेल्स में लिख दिया। चलो आगे बढ़ो सर। करना क्या है सर? अल्टीमेटली स्टेटमेंट ही बनाना है भाई, बैलेंस निकालना है, खत्म। रेमिटेड बाय TT, ध्यान देना, ये पैसा आपने एक्चुअल में ट्रांसफर करा है। ये भी TT ट्रांसफर था, ये भी TT ट्रांसफर है, पर ये फॉरवर्ड में था। ये यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि आपने स्पॉट में ट्रांसफर कर दिया। इसकी एंट्री, ये तो सेल्स है, कहाँ आएगी? दोनों जगह आएगी। एक तो पोजीशन भी आपकी कम हो गई क्योंकि आपने बेच दिया, तो सेल्स में आ गया 1,50,000, और रियल में भी अकाउंट से निकल चुका है हमारे। तो देखना दोनों जगह एंट्री मिलेगी। एक तो सेल्स में मिल गई आपको एंट्री, और वो पासबुक है उसमें डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट बैलेंस कम होना यानी कि डेबिट हो गया 1,50,000 TT सेल्स, क्योंकि ये रियल में पैसा गया। अभी तक एंट्रीज यहाँ नहीं आ रही थी क्योंकि रियल नहीं, सिर्फ वो पोजीशन बन रही थी, एक्चुअल में कहीं नहीं ट्रांसफर हुआ था। लास्ट, सेकंड लास्ट जो भी है, ड्राफ्ट ऑन लंदन कैंसल्ड। अब ये थोड़ा सा समझो, पहले तो ड्राफ्ट ऑन लंदन बना होगा तो क्या एंट्री हुई होगी, ये ध्यान देना ज़रूरी है, तभी आप कैंसलेशन के लिए अपोजिट एंट्री लोगे। आपके पास कोई बंदा आया, उसने आपको रुपीज़ दिए और DD बना लिया, डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं। DD की प्रोसीजर अगर आपको पता होगी अकाउंट्स में, अगर आपने कभी पढ़ा होगा या आर्टिकलशिप में भी कभी डिमांड ड्राफ्ट आपने बनाया होगा इंस्टीट्यूट को कुछ देने के लिए, तो जब आप डिमांड ड्राफ्ट बनाने जाते हो ना, 5,000 रुपये का अगर डिमांड ड्राफ्ट बनाना है तो आप बैंक में जाते हो, बैंक वाले को वहाँ 5,000 रुपये देते हो और वो आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाता है। वो डिमांड ड्राफ्ट आप इंस्टीट्यूट के नाम से इंस्टीट्यूट को मेल कर देते हो। इंस्टीट्यूट वो डिमांड ड्राफ्ट लेने के बाद अपने बैंक में डलवा देती है। वो पहले ऐसा होता था, ठीक है, ऑनलाइन आ गया अभी तो ज़माना, ये पहले की बात।
अब क्या हुआ, इंडिया में मैंने बैंक में आया, ये मैं बैंक ही हूँ, कोई पार्टी मेरे पास में आई रुपीज़ लेके, ठीक है, कि भैया जी ये लो रुपीज़, मुझे 60,000 का डिमांड बना दो, डिमांड ड्राफ्ट बना दो। तो मैंने 60,000 जीबीपी का डिमांड ड्राफ्ट बना के उसे दे दिया। एक तरह से मैंने जीबीपी बेच दिए रुपीज़ लेके, मैंने डिमांड ड्राफ्ट में बेच दिया। जब बेचा तब मैंने कहाँ एंट्री मारी होगी, सेल्स में। अब वो कैंसिल हो गया तो मैं कहाँ एंट्री मारूंगा, परचेस में, 60,000 की। ये देखो 60,000 की परचेस में एंट्री मार दी। अब हो गए सारे ट्रांजैक्शन खत्म। अब आप यहाँ पे कर लो टोटल। जब आप टोटल करते हो तो आपको समझ में आता है कि परचेस की टोटल है 3,20,000 और सेल्स की टोटल है 3,30,000। एग्जिस्टिंग पोजीशन जो है अभी ओवर सोल्ड आ रही है ना, अगले रजिस्टर में ले जाने के लिए सेल वाली पोजीशन ज़्यादा है, तो क्लोजिंग बैलेंस जो है आपका ओवर सोल्ड है 10,000 का, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आप क्लोज करोगे तो आपको दिखेगा कि क्रेडिट बैलेंस अभी भी 50,000 का पेंडिंग है नोस्त्रो में। तो दो चीज़ें आ गई, ओवर सोल्ड 10,000 की और यहाँ क्रेडिट आ गया सर 50,000 का। पर चाहिए क्या, ध्यान देना, क्वेश्चन बोलता है कि आपको क्रेडिट बैलेंस 65,000 का होना चाहिए नोस्त्रो अकाउंट में। कितने का है, 50,000 का, यानी हमें और 15,000 का जीबीपी खरीदना पड़ेगा स्पॉट में आज ही, तभी तो आज पैसा अकाउंट में आएगा, तभी तो इसका अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। तो सबसे पहला एंट्री, सबसे पहला ट्रांजैक्शन होगा स्पॉट बाय। स्पॉट बाय करने से 15,000 जीबीपी आपके अकाउंट में आ जाएंगे यहाँ पे, पर आपकी बाय की पोजीशन भी क्रिएट हो जाएगी, तो 15,000 यहाँ पे भी आ जाएंगे इस वाले में। सो ध्यान देना, जैसे ही 15,000 आप परचेस में लिख दोगे, आपकी ओवर सोल्ड की 10,000 की पोजीशन कम होके अब वो ओवर बॉट की 5,000 की पोजीशन बन जाएगी। मानते हो क्या? नहीं मानते तो मैं वापस से बताता हूँ। देखो ये इतना सा हटाता हूँ यहाँ से ताकि क्लियर रहे। आप स्पॉट में बाय कर लो 15,000 जीबीपी। जैसे ही 15,000 जीबीपी बाय करोगे, आप परचेस की साइड में लिखोगे, ये लिख दिया, और ये नीचे में टोटल में बैलेंस में बढ़ा दो, तो मैं लिख देता हूँ 3,35,000, ठीक है। अब देखो, अब आपकी परचेस की टोटल है 335 और सेल्स की है 330, यानी कि ओवर बॉट पोजीशन 5,000 की आ गई। नोस्त्रो अकाउंट में हमें 65,000 चाहिए थे, तो यहाँ हमने एडजस्ट कर लिया, वही 15,000 रुपये, 15,000 जीबीपी यहाँ पे ले लिया। स्पॉट में बाय करा तो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। रियल में ट्रांसफ़र होता है तो यहाँ इम्पैक्ट आएगा, यहाँ तो दोनों केस में आएगा, ठीक है सर, आ गया। अब क्वेश्चन में ये तो सॉल्व हो गया हमारा पर्पस। दूसरा पर्पस था कि हमें ओवर सोल्ड पोजीशन चाहिए 20,000 जीबीपी की, अभी हमारी है ओवर बॉट 5,000 की। कैसे आएगा ओवर सोल्ड पोजीशन? बहुत सिंपल, फॉरवर्ड मार्केट में सेल कर दो 25,000 जीबीपी का। तो जैसे ही 25,000 जीबीपी फॉरवर्ड में सेल करोगे तो सेल वाले कॉलम में लिखोगे, पर फॉरवर्ड में करा है तो नोस्त्रो अकाउंट में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम हिला नहीं सकते। अब हमारा पर्पस अचीव हो गया 65 का, तो ये तो हिलाना नहीं है, यहाँ नहीं आना चाहिए अकाउंट में। यहाँ कब आता है इम्पैक्ट? जब स्पॉट में ट्रांजैक्शन करोगे या रियल में ट्रांसफर होगा पैसा। आप फॉरवर्ड में ट्रांसफर करो, यानी कि प्रॉमिस करो कि आगे जाके 25,000 आप जीबीपी बेच दोगे, तो वो सेल्स में आ जाएगा। अब ध्यान दो, टोटल करो, 3,30,000 और 25,000 होते हैं 3,55,000, ठीक है। और ये है सर 3,35,000 का बैलेंस। बताओ, है आपकी ओवर सोल्ड पोजीशन 20,000 की? ज़्यादा है ना सेल्स में, ये 20,000 की ओवर सोल्ड पोजीशन, ये भी ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो गया। ये जो दो ऑब्जेक्टिव अचीव करने थे, इसके लिए दो ट्रांजैक्शन करने पड़े सर आपको। सबसे पहले आपने ट्रांजैक्शन करा स्पॉट में बाय करके, कितना? 15,000 जीबीपी। तो इसका इम्पैक्ट दोनों में आया, स्टेटमेंट में भी, नोस्त्रो अकाउंट में भी। फिर आपने फॉरवर्ड में सेल करा 25,000 का, इसका अकाउंट सिर्फ स्टेटमेंट में ही डालना था, इसलिए फॉरवर्ड लिया, खत्म। अब यही आपका स्टेटमेंट बनेगा, नीचे देखना, द बैंक हैज़ टू बाय स्पॉट जीबीपी 15,000 टू इंक्रीज द बैलेंस इन नोस्त्रो अकाउंट
to 65,000. This would bring the overbought position to 5,000. Since the bank require oversold position of GBP, it has to sell forward GBP 25,000. जब आप फॉरवर्ड सेल करोगे तो नोस्ट्रो अकाउंट में इंपैक्ट नहीं आएगा, उसका स्टेटमेंट में चला जाएगा और आपका बैलेंस 20,000 पे आ जाएगा। कहानी खत्म। बताओ, इस तरीके से हमारा फॉरेक्स भी हुआ खत्म। रिवाइज कर लेंगे थोड़ा सा और फिर क्लोज करते हैं। देखो सर, मैं फॉर्मूला बुक तो आपको दे दूंगा, रिवीजन हम एक काम करते हैं, रिवीजन चार्ट से कर लेते हैं, वो हमारे लिए आसान जाएगा। एक सेकंड देना बस। आई होप आपको फॉरेक्स समझ में आया। देखो, इतने रिवीजन में फॉरेक्स ने काफ़ी टाइम लिया, पर वो है ही चैप्टर ऐसा, धीरे धीरे ही समझ में आएगा। वो इतना तो फास्ट समझा के कोई मतलब भी नहीं। सो स्पीड पकड़ने की कोशिश करेंगे सर आप, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर हमने शुरू करा था। सबसे पहले हमने देखे थे सर उसके बेसिक्स में अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले हमने देखा था एक्सचेंज रेट, यानी कि एक करेंसी से दूसरे करेंसी में कन्वर्ट होने वाला रेट। उसके बाद हमने देखा था बेस करेंसी और काउंटर करेंसी। बेस करेंसी को आप अंडरलाइंग असेट भी बोल सकते हो, काउंटर करेंसी को आप प्राइस और कोट करेंसी भी बोल सकते हो। कोट करने का नॉर्मल जो इंटरनेशनल तरीका जो है वो है ISO मेथड के हिसाब से, जिसमें आप इधर से इस तरफ पढ़ते आते हो 68.90 रुपीज़ पर डॉलर। ये जो पहले 3 अल्फ़ाबेट्स है ये आपके बेस करेंसी के होते हैं, बाद के 3 अल्फ़ाबेट प्राइस करेंसी के होते हैं। मैंने आपको ये चीज़ बोली है कि कभी भी रेट उठाते समय ये चीज़ याद रखना कि असेट क्या है, असेट यानी कि बेस करेंसी आपकी क्या है, तो आपके लिए काफ़ी आसान बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा बिड और आस्क रेट क्या होता है। बिड इज द बैंक्स बाइंग रेट फॉर बेस करेंसी और आस्क इज द बैंक्स सेलिंग रेट फॉर बेस करेंसी। बहुत सारे बच्चे बस ये वाले शब्द बोलना भूल जाते हैं, उनको सिर्फ लगता है बिड यानी बाइंग, आस्क यानी सेलिंग। नहीं सर, बेस करेंसी खरीदी और बेची जाती है, तो आप बेस करेंसी की रूप में डिमांड लेके जाओ बैंक के पास में, आपकी गलती कभी नहीं होगी सर, ठीक है। तो अब ये जो ऐसा रेट दिया जाता है USD INR, जो सबसे छोटा नंबर होता है वो बैंक का बाइंग रेट होता है बेस करेंसी के लिए, और जो सबसे महंगा या ज़्यादा नंबर दिखता है, बड़ा नंबर दिखता है, वो सेलिंग रेट होता है, ठीक है सर। ये याद रखिए कि बैंक विल ऑलवेज बाय चीपर एंड सेल हायर। उसके बाद हमने देखा डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट। सर हमारी होम करेंसी, ध्यान देना, अगर हमारी होम करेंसी कोटेशन में प्राइस करेंसी है तो वो कोट डायरेक्ट है, और अगर वो ही बेस बन गई यानी असेट बन गई तो वो इनडायरेक्ट कोट मानी जाएगी, ठीक है। इफ द कोट इज गिवन, चलो ये तो मैं नहीं पढ़ता, अब आगे देखो। हमने ये भी देखा कि डायरेक्ट कोट इज इनवर्सली रिलेटेड टू इनडायरेक्ट कोट, यानी कि बिड ऑफ द डायरेक्ट कोट विल बिकम 1 बाय आस्क ऑफ द इनडायरेक्ट कोट एंड आस्क ऑफ द डायरेक्ट कोट विल बिकम 1 बाय बिड ऑफ द इनडायरेक्ट कोट। नेक्स्ट वाज द स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट। स्पॉट रेट यानी कि आज का रेट आज के सेटलमेंट के लिए, फॉरवर्ड रेट यानी आज का रेट कल के सेटलमेंट के लिए, ठीक है। दिस इज अ वे टू हेज योर फॉरेन करेंसी रिस्क। उसके बाद हमने स्प्रेड और स्वैप देखा था। स्प्रेड इज नथिंग बट द बिड और आस्क के बीच का डिफरेंस है ना, बिड और आस्क के बीच का डिफरेंस जो है वो स्प्रेड पॉइंट्स कहा जाता है, और स्पॉट और फॉरवर्ड के बीच का डिफरेंस स्वैप पॉइंट कहा जाता है। स्वैप पॉइंट्स अगर असेंडिंग ऑर्डर में हैं तो हम वो पॉइंट्स ऐड करते हैं स्पॉट रेट में फॉरवर्ड रेट लाने के लिए। स्वैप पॉइंट्स अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हैं तो हम वो पॉइंट्स लेस करते हैं स्पॉट रेट से फॉरवर्ड रेट लाने के लिए। ये चीज़ का याद रखेंगे। अमेरिकन कोट क्या होता है और यूरोपियन कोट क्या होता है। जहाँ पे जिस किसी कोट में US डॉलर यानी USD प्राइस करेंसी है वो अमेरिकन कोट है, और यूरोपियन कोट यानी कि वो US डॉलर अगर बेस करेंसी है तो ज़्यादा इसका इस्तेमाल है नहीं। फिर हमने क्रॉस रेट देखा सर, अगर हमको दो रेट जो चाहिए, रुपीज़ पर यूरो का चाहिए और रुपीज़ पर डॉलर और डॉलर पर यूरो का दिया है, तो हम क्रॉस रेट की मदद से जो हमारी रिक्वायर्ड रेट है वो निकाल सकते हैं। फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल, A/C इज इक्वल टू A/B इंटू B/C। इस तरीके से B एक डिनोमिनेटर में, एक न्यूमरेटर में कैंसिल होके A/C बचता है। उसी तरीके से हमें फॉर्म करना है सर, याद रखना, ठीक है, कि कैंसिल हो जाए। तो एक चीज़ ये भी याद रखो कि अगर आपको क्रॉस रेट में बिड चाहिए तो बाकी सबका भी बिड होना चाहिए, आपको इक्वेशन फॉर्म करते आना चाहिए। इनकेस अगर आपको नहीं दिया तो आप किसी भी रेट को रिवर्स कर सकते हो, वो आस्क बन जाएगा, 1 बाय आस्क, ठीक है।
बाद में हमने प्रीमियम और डिस्काउंट यानी कि एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन भी देखा था। बेस करेंसी में एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन है तो फॉरवर्ड माइनस स्पॉट बाय स्पॉट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर प्राइस करेंसी या काउंटर करेंसी में निकालना है प्रीमियम डिस्काउंट तो स्पॉट माइनस फॉरवर्ड बाय फॉरवर्ड कर लो। ठीक है, देख रहे हो डिफरेंस, यहाँ पे बेस आपका स्पॉट है, उधर फॉरवर्ड है, दोनों से आंसर पॉजिटिव आया तो वो करेंसी बेस हो या काउंटर प्रीमियम पे है, और अगर निगेटिव आंसर आ रहा है तो वो डिस्काउंट पे है मानेंगे। एक से आंसर, एक करेंसी अगर प्रीमियम पे है तो दूसरी ऑब्वियसली डिस्काउंट पे ही होगी। ठीक है, पिप्स का मतलब क्या होता है सर? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट बाय विच अ करेंसी कोटेशन कैन चेंज, यानी कि 61.75 में स्मॉलेस्ट यूनिट होगा 75 का 74 होना या 76 होना, 0.01, ये हो गया आपके पिप्स। ठीक है, हाउएवर इंडियन मार्केट में 4 डेसिमल पॉइंट तक चलता है तो वो वैल्यू इस तरीके से दिखेगी। मर्चेंट रेट और इंटरबैंक रेट में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आखिरी में हमने इसमें काफ़ी डील करा था। ये देखो, ये हमारी बैंक है सर। जब भी कभी आपको कस्टमर को रेट देना होता है ना तो वो मर्चेंट रेट होता है, और जब भी कभी आप दूसरे बैंक से रेट लेते हैं वो इंटर बैंक रेट होता है। तो ये चीज़ याद रखिए कि अगर क्वेश्चन में इंटर बैंक रेट दिए हैं और इंटर बैंक से ही डील कर रहे हो तो वो इस बैंक के एंगल से रेट पढ़ोगे बिना मार्जिन एडजस्ट करे। ठीक है, पर अगर आपको इंटर बैंक रेट दिए हुए हैं और पर आपको कोट करना है मर्चेंट को, तो सिंपल सी बात है, आपको मार्जिन एडजस्ट करना पड़ेगा। मार्जिन हर बार ऐड नहीं करना। यहाँ पे प्लस का मतलब ऐसा मत समझना कि सर ऐड ही करना है, ये प्लस और माइनस दोनों होता है। अब आपको पता है माइनस कब होता है? बिड में से माइनस करते हैं और आस्क में से मार्जिन को ऐड करते हैं। सो इंटर बैंक रेट के साथ में मार्जिन ऐड करोगे तब जाके मर्चेंट रेट आता है। ठीक है, ब्रोकन पीरियड फॉरवर्ड रेट भी दिया था। यहाँ का एग्जांपल नहीं समझाता, मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ आपको। अगर फॉरवर्ड रेट 2 महीने बाद का और 3 महीने बाद का दिया हुआ है और आपको चाहिए 2 महीने 15 दिन का, तो आप क्या करोगे? 2 महीने के रेट और 3 महीने के रेट के बीच का डिफरेंस निकाल लो, दैट विल बी स्वैप पॉइंट्स। वो पूरे 30 दिन का स्वैप पॉइंट है तो 15 दिन का स्वैप पॉइंट कितना होना चाहिए, सिर्फ इतना निकालो और 2 महीने वाले रेट में ऐड कर दो, कहानी खत्म। ऐड और लेस 2 महीने से 3 महीने में बढ़ता हुआ और गिरता हुआ आपको समझ में आ जाएगा, तो ये भी पता चल जाएगा कि ऐड करने हैं कि लेस करने हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रोकन पीरियड फॉरवर्ड रेट। उसके बाद में फॉरेक्स की कुछ थेरीज हमने देखी थी कि क्या कहते हैं अपना थ्योरेटिकली फॉरवर्ड रेट क्या होना चाहिए। कौन सा फॉरवर्ड रेट सर? ये जो फॉरवर्ड रेट आप यहाँ पे लेते हो ना, क्वेश्चन में जो दिया होता है, वो रेट थ्योरेटिकली कितना होना चाहिए? इसकी 2 थेरीज हमने देखी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थेरी, परचेसिंग पावर पैरिटी थेरी। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थेरी आपको बोलती है, ध्यान देना, कि लो इंटरेस्ट रेट वाली करेंसी एप्रिशिएट होगी आगे जाके और हाई इंटरेस्ट रेट वाली करेंसी डेप्रिशिएट होगी आगे जाके। ठीक है, उसका फॉर्मूला अगर कोड डायरेक्ट है तो 1 प्लस रेट ऑफ डोमेस्टिक कंट्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ फॉरेन कंट्री इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय स्पॉट। अगर कोड इनडायरेक्ट है तो बस आप या तो ये वाली साइड रिवर्स कर दो या तो वो वाली साइड रिवर्स कर दो। ठीक है, उसके बाद हमने इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल भी देखा कि ये जो आप प्रीमियम डिस्काउंट निकालते हो ना, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, ये जो प्रीमियम डिस्काउंट आप किसी करेंसी में निकाल रहे हो तो वो जितना भी परसेंट आ रहा है दैट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। 2 कंट्री के एक्सचेंज रेट के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है प्रीमियम डिस्काउंट का, इट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस बिटवीन दीज 2 कंट्रीज। ठीक है, तो वो मैच करना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि IRPT होल्ड्स ट्रू। पर अगर वो मैच नहीं करता तो ध्यान देना सर, अगर वो मैच नहीं करता तो आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाती है, और आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो गई तो आप कुछ बाय करके कहीं से बोरो करके दूसरी करेंसी में इन्वेस्ट करके कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, इसका मैंने एग्जांपल आपको हमने हमारे इसमें देखा था, वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि कैसे इंटरप्रेट करेंगे। ये रहा, ठीक है, ये सब मिटा देता हूँ ताकि फिर से समझा सकूँ। ये था वो हमारा चार्ट। अगर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट से मैच कर रहे हैं तो देर इज़ नो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, बट अगर वो मैच नहीं कर रहे हैं तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। ऐसे में आप क्या करोगे सर? मैं तो बोलता हूँ सिंपल लो असेट वाली करेंसी के एंगल से जाना। अब रूल ये बोलता है कि आप बोरो करो लो इंटरेस्ट रेट पे, वो करेंसी में, ध्यान देना, उस करेंसी में बोरो करो जिसका इंटरेस्ट रेट कम है, क्योंकि लो इंटरेस्ट पे कोई भी बोरो करना चाहता है तो बोरो करो, पर कब तक?
अंटिल द प्रीमियम, क्यों प्रीमियम? क्योंकि आईआरपीटी के हिसाब से लो इंटरेस्ट रेट वाली करेंसी प्रीमियम पे होनी चाहिए। सो अंटिल द प्रीमियम इन दैट करेंसी इज इक्वल टू द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। जब तक इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जितना प्रीमियम नहीं पहुंच जाता तब तक हम बोरो करेंगे, पर अगर प्रीमियम आईआरडी को क्रॉस कर जाता है तो हम उल्टा यानी कि इन्वेस्ट करेंगे, तब हमारा फायदा होगा। और आपको एक करेंसी पता चल गई बोरो करने की, तो दूसरी करेंसी में आपको इन्वेस्ट करना है। मैं आपको इस चार्ट की मदद से भी बताऊंगा। अगर हमारी लो इंटरेस्ट रेट करेंसी, मान लो इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आता है, डिफरेंशियल जो यहाँ पे आता है, तो आप देखना कि आपकी लो इंटरेस्ट रेट करेंसी जब तक इतना अप्रिशिएट नहीं हो जाती, इतना प्रीमियम पे नहीं रहती, तब तक आप उसमें बोरो ही करोगे। ग्रीन यानी कि बोरो करना, ये रहा। पर एक बार इसका प्रीमियम आपका इस आईआरडी को क्रॉस कर जाता है तो आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे, रेड वाला पोर्शन, ठीक है। वैसे ही आप अपोजिट में दूसरी करेंसी के साथ भी कर सकते हैं। इधर से गए तो इधर से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर आप इधर से जाना चाहते हो जहाँ पे भी कंफर्टेबल फील हो, तो आप ध्यान देना, आईआरपीटी बोलती है कि भैया देखो हाई इंटरेस्ट रेट है तो कोई भी इन्वेस्ट करना चाहेगा, पर हाई इंटरेस्ट रेट वाली जो करेंसी है ना वो डिस्काउंट पे होनी चाहिए। कितना डिस्काउंट पे होनी चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। तो तब तक जब तक डिस्काउंट आईआरडी जितना नहीं आ जाता, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आर्बिट्राज का प्रॉफिट ले सकते हो। पर एक बार डिस्काउंट उस करेंसी का आईआरडी को क्रॉस कर गया तो इन्वेस्ट नहीं, बोरो करोगे तो आपका फ़ायदा होगा आर्बिट्राज का, ठीक है। ये समझने में थोड़ा टाइम लगता है, कोई नहीं। ऐसे ही हमने परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी का इस्तेमाल करा था, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट की जगह पे इन्फ्लेशन के रेट रखे थे। इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट क्या है सर? इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट आपका और कुछ नहीं, वो वाला फॉर्म है जब आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हो। कैपिटल बजटिंग में आपने देखा था 1 प्लस नॉमिनल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन का रेट, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि फॉरेक्स में रिस्क किस तरीके होते हैं। हमने देखा था ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ट्रांसलेशन और इकोनॉमिक एक्सपोजर। ट्रांसलेशन एक्सपोजर आपका एफआर में आता है कि वो जब क्लोजिंग डेट पे आपके जो भी इंडेक्स के हिसाब से आप कन्वर्जन करते हो, तो हमारे सिलेबस में आता है ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर पे हमने वो एसी वाला एक एग्जाम्पल देखा था, सिंगापुर से यूनिट खरीद के लाना और जर्मनी में बेचना। दो डेट के बीच में आप ट्रांजैक्शन यहाँ कर रहे हो, सेटलमेंट यहाँ हो रहा है, तो यहाँ का अगर पैसा मिल जाता तो 10 लाख मिलता, पर अब सिर्फ 9 लाख मिल रहा है, तो वो ये जो 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, दैट इज ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। गेन भी हो सकता है आपको ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की वजह से। इकोनॉमिक एक्सपोजर में ट्रांजैक्शन एक्सपोजर आ जाता है, दिस इज अ मेजर ऑफ ओवरऑल इम्पैक्ट। सो डिमांड भी ऊपर नीचे होती है, उसकी वजह से भी फ़ायदा नुकसान जो होता है वो इकोनॉमिक एक्सपोजर में आता है। अब इन्हीं एक्सपोजर को यानी कि रिस्क को हेज करने के लिए हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट में कुछ तरीके हैं। क्या तरीके हैं सर? सबसे पहला तरीका तो हेजिंग करो ही मत, ओपन रहने दो पोजीशन को। तो ठीक है सर, उस दिन जाके स्पॉट पे कन्वर्ट कर लेना, स्पॉट रेट आपके फेवर में शायद ना रहे, इसीलिए हेजिंग करने के भी हमारे पास दो तरीके हैं सर, इंटरनल हेजिंग, एक्सटर्नल हेजिंग। इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब बहुत सिंपल है। इंटरनल यानी कि कंपनी में ही आप कुछ पॉलिसीज डिफाइन कर लेते हो, अपने ही पार्टी से, वेंडर से, कस्टमर से बात करके कुछ डिसाइड कर लेते हो, तो वो इंटरनल तरीके हो गए। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि बाहर किसी और ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प लेनी पड़ती है, तब जाके हेजिंग होती है, जैसे कि बैंक्स हो गई, है ना। इंटरनल हेजिंग में हमने सबसे पहला देखा था कि भैया दूसरों की करेंसी में इन्वॉइसिंग करो मत, होम करेंसी में इन्वॉइसिंग करो, सबसे बढ़िया फायदा है। तो उसमें क्या, आज 25,000 लेने, कल 25,000 लेने, कहानी खत्म। लीडिंग और लैगिंग, जो भी ड्यू डेट आ रही है आपकी पेबल और रिसीवेबल की, उसको लीड कर लो तो आपका अगर फायदा होता है। तो लीड करना यानी कि प्रीपोन करना, लैग करना यानी कि पोस्टपोन करना, ठीक है। जहां पे भी आपको फायदा नजर आ रहा है वो कर लो। अगर लीड करने पे रेट्स आपको फेवरेबल लग रहे हैं, गो विद दैट। नेटिंग, मैचिंग, प्राइस वेरिएशन। नेटिंग का मतलब देखो, हमने वैसे तो क्वेश्चन देखा नहीं, ज़्यादा है भी नहीं। नेटिंग का मतलब क्या होता है? नेटिंग में, मैचिंग में ये क्या होता है कि आप इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स जब होते हैं ना, देखो इसको पढ़ते हैं, ये देखो, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ इंटर कंपनी पेमेंट्स एंड रिसिप्ट। मान लो कि मेरी दो सब्सिडरी है, मेरी सब्सिडरी दूसरी कंट्री में और वहाँ पे भी है, ठीक है। मैंने इसको देना है, इसने इसको देना है, इसने मुझे देना है। जब ऐसी सर्कल फ्रेम होती है ना, तो हम क्या करते हैं कि भाई तीन जगह पे अपना करेंसी घुमाने की बजाय हम एक दूसरे के साथ में बातचीत करके नेट ऑफ कर लेते हैं। भाई तूने मुझको देना है और मैंने इसको देना है, तो तू ही इसको दे दे, नेट ऑफ अमाउंट जो भी आ रही है। तो हम नेटिंग करते हैं, उस टाइम पे नेटिंग करते हैं, तो उसमें हमारी करेंसी का जो एक्सपोजर है कम हो जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा करेंसी आप कंट्री टू कंट्री घुमाओगे, वहाँ की बैंक्स आपको चार्जेस लगाएगी उस पर, है ना, ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो आप कोशिश करो कि कम से कम ये सब चीज़ें करनी पड़े, तो आप नेटिंग कर सकते हो ऐसे केसेस में। मैचिंग का मतलब क्या होता है सर? आप
कि कोई देश में पेबल है तो आप उसको रिसीवेबल से मैच करने की कोशिश करते हो। एक मान लो अमेरिका से मैंने कोई मशीन मंगाई, उसको पेमेंट देना है, और अमेरिका में ही कोई मेरा कस्टमर है, उससे लेना है, तो आप मैच करने की कोशिश करते हो ऐसे केसेस में कि भाई तू मेरे को पेमेंट देने के बजाय अपनी कंट्री में दे दे, 10 लाख में से 8 लाख डॉलर वहाँ दे दे, उसको देना है, तू मेरे को सिर्फ 2 ही लाख डॉलर दे। तो इसमें आपने एक्सपोजर कम कर लिया, ठीक है। प्राइस वेरिएशन क्या होता है सर? प्राइस वेरिएशन यानी कि अगर आपको फ्यूचर में डर लगता है कि यार ये प्राइस पे, जैसे कि एग्जांपल है, आप कोई प्रोडक्ट इंडिया में 100 रुपये का बेच रहे हो, ठीक है, और 50 रुपये डॉलर अगर उसका रेट है, तो अमेरिका में $2 में बेचोगे तो आप बहुत रिस्की खेल खेल रहे हो, क्योंकि एग्जैक्ट आप उसी रेट पे बेच रहे हो जो इंडिया में बेच रहे हो, 100 रुपये, ठीक है। थोड़ा भी रेट अगर ये एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हो गया, लेट से ये 40 हो गया, तो अब $2 को कन्वर्ट करके आपको सिर्फ 80 ही रुपये मिलेंगे, पर आपको तो मार्केट में 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचने की कॉस्ट ही 90 लग रही थी, तो 10 रुपये के हमा रहे थे। यहाँ पे भी कॉस्ट 90 लग रही थी, तो यहाँ नुकसान हो जाएगा 10 रुपये का। इसलिए प्राइस को आप वेरी कर दो, 2 की जगह $2.5 कर दो, इसको बोलते हैं प्राइस वेरिएशन, ठीक है। ये इंटरनल तरीके हो गए। एक्सटर्नल तरीके भी हमने देखे। सबसे ज़्यादा हमने जो इस्तेमाल करा वो था सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड फ्यूचर्स ऑप्शन स्वैप्स। फॉरवर्ड आपने देखा बहुत सिंपल है कि जो रेट आज डिसाइड होता है उस रेट पे आप क्लोज कर दो कॉन्ट्रैक्ट को। फ्यूचर्स और ऑप्शंस बहुत बढ़िया है सर। फ्यूचर्स और ऑप्शन में सबसे पहले तो आप डिसाइड करते हो कि सर असेट क्या है। मैं फ्यूचर्स की बात करता हूँ, असेट क्या है और उसके साथ मैं क्या करना चाहता हूँ। अगर मैं डॉलर बेचना चाहता हूँ, डॉलर फ्यूचर्स में अगर असेट है तो मैं फ्यूचर्स भी बेचूंगा। एक बार मेरा बाई सेल डिसाइड हो गया तो फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने खरीदने और बेचने चाहिए। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेरे निकल के आ गए तो मैं इनिशियल मार्जिन से मल्टीप्लाई करके फिर पता लगाता हूँ कि कितना डिपॉजिट करने की ज़रूरत है। उतना ही अमाउंट मैं बैंक से बोरो करता हूँ, डिपॉजिट करता हूँ, फ्यूचर्स मेरे बिकते हैं और मेचोरिटी पे मैं फ्यूचर्स को सेटल कर देता हूँ, क्योंकि उसमें डिलीवरी तो मिलती नहीं। जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है, मान लो फ्यूचर्स में मेरा प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब स्पॉट में लॉस होगा, और यहाँ लॉस हुआ इसका मतलब वहाँ पे प्रॉफिट होगा, तो मेरा ये रिस्क हेज हो जाता है। ऐसा होता है फ्यूचर्स। ऑप्शंस भी ऑलमोस्ट सेम है। आप डिसाइड करते हो कि अंडरलाइंग एसेट आपको खरीदना है कि बेचना है। अगर वो खरीदना है आपको अंडरलाइंग एसेट तो यू गो विद द कॉल ऑप्शन, बेचना है तो यू गो विद द पुट ऑप्शन। दोनों ऑप्शन खरीदने के लिए तो प्रीमियम पे करना पड़ता है, और वो प्रीमियम आप आज बोरो करके लाओगे। बैंक से बोरो करो, प्रीमियम पे करो, यू विल गेट दी ऑप्शन, और फिर मेचोरिटी पे जाके उस स्ट्राइक प्राइस को, कॉल को और पुट की स्ट्राइक प्राइस को कंपेयर करो स्पॉट प्राइस से, है ना, और डिसाइड करो कि आप क्या ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे या नहीं करोगे। दो ही चीज़ होगी, या तो करोगे या तो नहीं करोगे। ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे तो कुछ पे ऑफ आएगा, और नहीं करोगे तो ज़ीरो पे ऑफ आएगा। वो पे ऑफ सारे ले लो और सेटल कर लो ऑप्शन को। अल्टीमेटली जब रियल में आपको फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करानी रहेगी तो वो उसके लिए स्पॉट मार्केट में ही जाना पड़ेगा। स्वैप्स भी हमने देखा, एक ही क्वेश्चन देखा, हालांकि अपने पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं था। तो स्वैप में क्या है, जो हमने बैंक से लिया वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिया और एक दूसरे को इंटरेस्ट देते बैठ रहे। तो बैंक से डायरेक्ट लेने में महंगा पड़ता, स्वैप में तो आपने सस्ता भी कराया था, येन और डॉलर का जो लोन था, ठीक है सर। उसके बाद हमने देखा था मनी मार्केट हेजिंग भी एक तरीका है। मनी मार्केट हेजिंग में आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि ड्यू डेट पे, मेच्योरिटी पे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई कैश फ्लो होगा ही नहीं, तो उस दिन कुछ भी एक्सचेंज रेट रहे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सपोजर ही खत्म। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अरेंज द ट्रांजेक्शन इन सच अ मैनर दैट ऑन द ड्यू डेट देयर शुड नॉट बी एनी कैश फ्लो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो आप क्या करते हो, अगर आपकी फॉरेन करेंसी पेबल है, ध्यान देना, पेबल है 3 महीने बाद में, तो उतना ही आप रिसीवेबल क्रिएट करते हो। रिसीवेबल अगर वहाँ पे क्रिएट करना है, थोड़ा ध्यान देना सर, 5 लाख का रिसीवेबल क्रिएट करना है तो आज 5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू वहाँ पे डिपॉजिट करानी पड़ेगी, इन्वेस्ट करानी पड़ेगी। वो इन्वेस्ट कराने के लिए आज आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा, और वो खरीदने के लिए आपको लगेगा रुपीज़ आपको बोरो करना पड़ेगा। सो देयर इज़ अ चेन ऑफ अ साइकिल फॉर दैट, जो हमने लिखी भी है, यहाँ पे भी लिखी है और हमने नोट्स में भी लिखी है, जो मैं आपको दूंगा ज़रूर, ठीक है। तो ये हो गया सर हमारा मनी मार्केट हेज। इसके बाद हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स देखे थे, याद है आपको, ये डिलीवरी, कैंसलेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। 3 टाइमिंग है सर, अर्ली हो सकता है, ड्यू डेट पे हो सकता है और लेट हो सकता है। आपका अगर अर्ली डिलीवरी है, कैंसलेशन है, एक्सटेंशन है, तो हमने ट्रीटमेंट्स देखी। ड्यू डेट पे कैंसलेशन, एक्सटेंशन और डिलीवरी है तो देखा। अच्छा, हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे ईजीएस्ट क्या था सर? सबसे ईजीएस्ट था हमारा ड्यू डेट पे डिलीवरी करना। जो प्रॉमिस है वैसा कर दो, कहानी खत्म, ठीक है। पर ड्यू डेट पे जब कैंसिल करने की बारी आएगी, ये दो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट लेना है।
फॉरवर्ड सेल है तो बाय कर लो, बाय है तो सेल कर लो, और इंश्योर करो कि जो नया कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो वो सेम ड्यू डेट पे एक्सपायर हो। तो इस केस में स्पॉट रेट पे करोगे और इस केस में फॉरवर्ड रेट पे करोगे, दोनों की ड्यू डेट सेम आएगी मैच्योरिटी। अगर आपको जल्दी कैंसिल करना है तो फॉरवर्ड लेना पड़ेगा, और ड्यू डेट पे ही कैंसिल करना है तो स्पॉट से कर सकते हैं। अब आते हैं बारी सर एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन में भी बहुत आसान है कहानी। जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिलेशन वाले रूल के हिसाब से पूरा कैंसिल कर दो, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा सब सेम वैसे ही। तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट हो गया कैंसिल, अब आप आ गए जीरो पे, अब नया कॉन्ट्रैक्ट ले लो। नया कॉन्ट्रैक्ट में क्या करोगे, जितनी ड्यू डेट, जितना टाइम बाकी है नई ड्यू डेट को, उतने टाइम का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लो, ठीक है। सो इसमें कैंसिल करा स्पॉट में, इसमें कैंसिल करा फॉरवर्ड में। देखो यहाँ क्या करेंगे, एट रिलेवेंट फॉरवर्ड रेट हम नया कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे, एट रिलेवेंट फॉरवर्ड रेट नया कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे, उतनी ही एक्सपायरी का जितनी चाहिए। आज से 3 महीना चाहिए तो 3 महीना ले लो, आज से हो गया। ये भी कहानी आसान हो गई। तो पहले 5 तो काफ़ी आसान थे, फिर ये 6th वाला पार्ट चालू हुआ सर। अगर डिलीवरी अर्ली है तो ऐसे केसेस में आपके 2 पेमेंट आने हैं सर, स्वैप का लॉस और इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड। पर स्वैप का गेन भी आता है तो देंगे बैंक देगी कस्टमर को, और इंटरेस्ट ऑन इनफ्लो ऑफ फंड भी बैंक कस्टमर को देगी, ठीक है। ये 2 चीज़ें सर ध्यान देना। जो भी है रेट डिलीवर हुआ है उस पर एग्री हुआ है, उस रेट पे हम डिलीवर करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, स्वैप का गेन लॉस निकालेंगे, ठीक है। स्वैप का गेन लॉस कैसे निकालते हो, जो पुराने 2 कॉन्ट्रैक्ट है, एक तो कस्टमर के साथ वाला, एक तो कवर मार्केट में, ठीक है, कवर करा हुआ। तो ये 2 कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करने के लिए जो 2 नए कॉन्ट्रैक्ट आपने लिए, उन दोनों के बीच का डिफरेंस विल बी योर स्वैप गेन और लॉस। पर याद रखना सर, वो नेट का तरीका है, उस स्वैप गेन और लॉस में हमको जो प्रॉफिट होना था वो कवर्ड है, और अर्ली डिलीवरी की वजह से लॉस गेन कवर्ड है, और कवर कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करने के लिए लॉस गेन कवर्ड है। सब कुछ उसमें कवर हो जाता है, इसलिए उसको स्वैप लॉस गेन बोल दिया। तो ये करा। अब लेट वाले केस में भले ही वो डिलीवरी करनी हो, कैंसिल करना हो या एक्सटेंड करना हो, लेट वाले केस में सबसे पहले तो आपको डिफॉल्टर ट्रीट किया जाता है। यानी कि अगर कोई गेन होगा तो वो शेयर कभी नहीं करा जाएगा, पर लॉस आपसे ज़रूर रिकवर करेंगे। और उस केस में ध्यान देना सर, इंटरेस्ट ऑन आउटफ्लो स्वैप का लॉस ये तो करोगे ही करोगे, पर कैंसिलेशन चार्जेस भी आता है। कैंसिलेशन चार्जेस यानी कि जिस दिन आप बैंक में गए, ठीक है, वो ड्यू डेट से 3 दिन के अंदर अगर आप बैंक में गए कैंसिल या कुछ भी करने के लिए, तो वो डेट का रेट या फिर तीसरे दिन का रेट जो भी अर्ली होगा वो रेट यूज़ किया जाएगा कैंसिल करने के लिए। अगर बैंक ने आपके साथ फॉरवर्ड सेल करा है तो वो अब स्पॉट में बाय करेगी कैंसिलेशन के लिए, मार्जिन एडजस्ट करते हुए। तो वो कैंसिलेशन भी आपको देना है, यहाँ पे ध्यान देना। कैंसिल होगा स्पॉट रेट ऑन द 3rd डे, स्पॉट रेट और द रेट ऑन द 3rd डे फ्रॉम ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, स्वैप कैलकुलेट होगा, इन तीनों की टोटल आपकी कैंसिलेशन या टोटल कॉस्ट बन जाएगी। और नया अगर कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप डिलीवरी करने जा रहे हो तो डिलीवर एट द स्पॉट रेट, कैंसिल करने जा रहे हो तो वो डिलीवरी करने की ज़रूरत नहीं, पर बाकी सब कैंसिलेशन आएगा ही। और एक्सटेंड करने जा रहे हो तो वही कैंसिलेशन आएगा, पर नए फॉरवर्ड रेट पे आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो ये हमने इसमें पढ़ लिया था, काफ़ी अच्छा। नोस्त्रो, लोस्त्रो, वोस्त्रो, देखो अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ नोस्त्रो, वोस्त्रो, लोरो क्या होता है, ठीक है। कहाँ अकाउंट है, ये बैंक ऑफ अमेरिका है सर, और आपका अकाउंट देखो इतना छोटा सा, ये सबसे ऊपर वाले में ये छोटा वाला अकाउंट, ये आपका अकाउंट है, ठीक है, किसी का भी हो। चलो अब ये अकाउंट किसका है सर, मान लो अभी हमने क्या ले लिया, अच्छा यहाँ उल्टा लिया। तो SBI का ये जो अकाउंट है, इसके लिए SBI के लिए हो गया वो नोस्त्रो, बैंक ऑफ अमेरिका के लिए वही अकाउंट हो गया वोस्त्रो, और ICICI अगर यूज़ कर रही है उस अकाउंट को तो बैंक भी SBI की, बैंक ऑफ अमेरिका की है, अकाउंट SBI का है, ICICI का कुछ भी नहीं है, तो वो हो गया लोरो, ठीक है, ध्यान देना सर। नोस्त्रो अकाउंट यानी कि हमारा अकाउंट आपकी बैंक में, वोस्त्रो अकाउंट यानी कि आपका अकाउंट हमारी बैंक में, और लोरो यानी कि अकाउंट भी आपका बैंक भी आपकी, मतलब आपका अकाउंट उनकी बैंक में, तीसरा, ठीक है। ये हमने देख लिया, बाकी तो सब छोटा मोटा है। ये याद रखना सर, स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सपोजर मैनेजमेंट आपका सबसे पहला वाला क्वेश्चन इसी पे था, है ना, वो चार्ट बनाना आना चाहिए। लो रिस्क लो रिवॉर्ड, लो रिस्क रीजनेबल रिवॉर्ड। लो रिस्क लो रिवॉर्ड यानी कि आप ऑटोमेटिक हेजिंग पे जाते हो, सारे ट्रांजेक्शन हेज करते हो। इस केस में क्या होता है, सिलेक्टिव वर्ड है क्या मेरे को, हाँ, ये सिलेक्टिव हेजिंग करते हो, ये वर्ड्स काम के। हाई रिस्क लो रिवॉर्ड में क्या होता है, ये तो बहुत वर्स्ट स्ट्रेटेजी है कि आप पूरा ओपन रख देते हो पोजीशन, एक्सपोजर्स आर अनहेज्ड, सारे पोजीशन ओपन रख देते हो, और ये है कंटिन्यूस बेसिस पे आप कैंसलेशन और रीबुकिंग करते हो, ठीक है,
ये तो आपने पढ़ा था, ख़त्म। इसी के साथ फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। आई होप अगर जो बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं इतने बड़े लेक्चर में, वो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि यू हैव रीच्ड टिल द एंड। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो कि कौन कौन लोग कितने लोगों ने पूरा देखा है। और आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो द फीडबैक फ्रॉम योर साइड। आप मेरे को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब पे ज़रूर मैसेज करके बताइए। आपके उस एक मैसेज की कीमत मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइस। सी यू।